प्रो वाला चाहिए, लैपटॉप प्रो वाला चाहिए, और वहीं जनाब से पूछा जाए एक्सेल का तो कहते हैं काम अभी बेसिक से ही चला रहे हैं। अब बेसिक छोड़ो, थोड़ा एडवांस पे आते हैं। पिवट हो या फिर हो चाहे चार्ट, डैशबोर्ड हो या केपीआई हो, एआई टूल्स हो या फिर आपके वीबीए कोड हो, या मैं कहूँ आपका पावर पिवट या डैक्स हो, सभी के सभी यहाँ पर कवर किए जाएंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और एडवांस जानने से पहले थोड़ा बेसिक जान लीजिए। तो अगर आप अनजान हैं बेसिक से तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जाइए चेक कीजिए, जिस वीडियो के अंदर मैंने पूरे बेसिक्स कवर किए हैं एक्सेल के। लाखों लोगों ने उसे देखा है, हजारों लोगों ने उसे शेयर किया है, बहुत से लोगों ने उसे पसंद किया है। तो जल्दी से जाके वो भी चेकआउट कीजिए एंड वहाँ से बेसिक वाला सीखिए एंड कैसा लगा उसका फीडबैक भी दीजिए। हाँ, लेट्स बैक टू द एडवांस वन। पिवट हो या डैशबोर्ड हो, ये दोनों ही आपको डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। पिवट आपके केपीआईज बनवाता है और डैशबोर्ड आपके विजुअल रिप्रेजेंटेशन कराता है। और ये जो बड़े बड़े डेटा होते हैं ना, इसको जॉइंट आपका पावर क्वेरी करता है और इनकी रिपोर्टिंग जो है वो आपका पावर पिवट कराता है। रिपोर्ट बनाओ और फॉर्मूलाज ना लगाओ, ऐसा थोड़ी होता है ना। इसके लिए काम आते हैं आपके डैक्स फॉर्मूलाज। अरे वक्त हो गया है, अब पूछोगे किसका? वीडियो स्टार्ट करने का। तो अब ज्यादा देर नहीं करते, इस वीडियो को यही शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके बाय। जाना नहीं है, वीडियो देख लो। एडवांस एक्सेल नहीं सीखना क्या? शुरुआत करते हैं। हम लोग अभी जो सीखने वाले हैं वो पिवट टेबल सीखने वाले हैं। मैं आपको बता देती हूँ, ये जो अभी ये वाला जो पार्ट है और ये वाली जो वीडियो है वो आपको एडवांस टू प्रो की तरफ ले जाएगी। तो मैं इस अजम्पशन के साथ चलने वाली हूँ कि आपको आपके बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर है, आपको बहुत सारे फार्मूलाज आते हैं ऑलरेडी और आप डेटा को थोड़ा बहुत समझते हैं। हम लोगों ने ऑल्दो अगर आपको बेसिक्स आता है तो आपको लास्ट पार्ट देखने की नीड नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप वहाँ पे लास्ट पार्ट देखते हैं तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। कुछ फार्मूलाज ऐसे हैं जो कि मैंने लास्ट पार्ट में भी कराए थे और मैं यहाँ पे भी कराऊंगी और उसका एडवांस वर्जन कराऊंगी, सो दैट आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए और कोई पर्सन अगर डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहा है तो वो भी उसे देख सकता है। द अदर थिंग इज़ दैट कि अगर आपको वो फार्मूलाज ऑलरेडी कर चुके हैं और अब आपको रिपीट नहीं करना है तो आप ऐसे केस में टाइम स्टैम्प्स देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा और इसे चेकआउट करके आप डायरेक्टली नेक्स्ट टॉपिक पे जंप कर सकते हैं। और जो भी लोग फर्स्ट पार्ट को देखना चाहती हैं उनके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी चेक कर सकते हैं। ओके, अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे फार्मूलाज एंड फीचर्स की। एक्सेल में यही दो चीज़ें आती हैं, फार्मूलाज या फिर फीचर्स। फार्मूलाज हम लोग बहुत सारे हमारे फर्स्ट पार्ट में भी कवर कर चुके थे, लेकिन कुछ फार्मूलाज हैं वो यहाँ पे भी रिपीट होंगे क्योंकि वो एडवांस टू प्रो लेवल पे भी आते हैं और उन्हीं का ही एक एडवांस वर्जन हम देखने वाले हैं। तो इन एनी केस अगर आप वो फार्मूलाज ऑलरेडी कर चुके हो तो आप टाइम स्टैम्प्स चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन के अंदर और डायरेक्टली आप अपने नेक्स्ट जो भी है आपको फार्मूला करना है उस पर डायरेक्टली जंप कर सकते हो। एंड द अदर थिंग कि अगर मान लीजिए आपने वो चीज़ कर लिया और अब आप यहाँ पे रिवाइज करना चाहते हो तो आप टोटली रिवाइज भी कर सकते हो। अब हम जो सबसे पहले हम करने वाले हैं, ऑल्दो फार्मूलाज भी हम करने वाले हैं, लेकिन अभी जो स्टार्ट करने वाले हैं वो पिवट टेबल स्टार्ट करने वाले हैं, बिकॉज पिवट टेबल वहाँ बिल्कुल भी नहीं हुआ था। तो यहाँ बेसिक से लेकर एडवांस तक हम पूरा यहाँ करने वाले हैं। अभी जो स्टार्ट होगा वो पिवट टेबल है। पिवट का मतलब क्या होता है, उसका ओवरव्यू क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। देखिए, यहाँ पर जैसे ही आप इंसर्ट टैब में आते हो, टेबल में जाते हो तो टेबल तो आप ऑलरेडी कर चुके हो। अब हम इन दो ऑप्शंस की बात करेंगे। द फर्स्ट वन इज रिकमेंडेड पिवट टेबल्स एंड द अदर वन इज पिवट टेबल। उससे पहले हमें थोड़ा सा ये भी जानना पड़ेगा कि पिवटिंग का मतलब क्या है, पिवट का मतलब क्या है, जिसे हम एक एग्जाम्पल से जान सकते हैं। मान लीजिए ये मिस्टर एक्स हैं। मिस्टर एक्स ने एक बिजनेस खोला विच इज़ एबीसी लिमिटेड। अब एबीसी लिमिटेड में कोई भी डिसीजन लेने के लिए आपको क्या चाहिए होंगी, क्या चाहिए होगा, रिपोर्ट्स चाहिए होंगी ना, समराइज डेटा चाहिए होगा। आपका जो भी जितना भी बड़ा सारा डेटा आपने प्रिपेयर किया होगा उसका एक समराइज्ड वर्जन चाहिए, सो दैट उसको देखकर उसमें से की डिसीजन निकाले जा सकें। तो उन सभी चीज़ों के लिए आपको क्या चाहिए, रिपोर्ट बनती किससे है, पिवट टेबल से। पिवट टेबल आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देती है कोई भी इजी रिपोर्ट को बहुत ही इजीली बनाने के लिए, वो भी विदाउट अप्लाइंग एनी फार्मूलाज। अगर आपको कोई फॉर्मूला नहीं आता, आपको सिर्फ समराइज करना है डेटा में और आप इससे ज़्यादा नहीं सीखना चाहते हैं, तो पिवट टेबल एक मास्टर चीज़ है जो आप एक्सेल के अंदर सीख सकते हैं, जिससे कि आप रिपोर्ट्स बना लेंगे और इसमें कोई फॉर्मूला भी नहीं लगाना पड़ेगा और कोई मैथ भी नहीं करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा ईजी पड़ जाता है। पिवटिंग
पिवटिंग एक ऐसा वर्ड है जो कि आपने बहुत बार सुना होगा, और यहाँ पर जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो एक रियल लाइफ रियल वर्ल्ड के सिनेरियो से हम पढ़ने वाले हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, अगर आप शार्क टैंक देखते हैं तो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। वहाँ पर एक स्टार्टअप आया था। उस स्टार्टअप का मुझे इतना एकदम डीप स्टोरी तो इतना याद नहीं है, बट जो क्रक्स है मैं आपको वो बताती हूँ। वो स्टार्टअप ना कुछ QSR था, एंड मतलब क्विक सर्विस रेस्टोरेंट वगैरह में था, रेस्टोरेंट सर्विसेज देता था, खाने पीने की चीज़ें थी। अब वो स्टार्ट हुआ था 2018 में। 2018 में स्टार्ट हुआ, अच्छा किया। 2019 में अच्छा किया, बढ़ रहा था, ग्रोथ कर रहा था। फिर उसके बाद आया 2020 विच इज़ योर कोविड ईयर। कोविड ईयर में सब लोग अपने घर में बैठ गए। जब घर में बैठ गए, ना लेबर है, ना खाने वाले लोग हैं, ना कुछ है, तो इंसान क्या करेगा? ऑब्वियसली उनका रेस्टोरेंट वहाँ पे एकदम ताले लग गए हैं, कुछ भी नहीं चल रहा है। लेकिन इंसान ऐसे तो है नहीं, इतना बड़ा बिजनेस बना रहा है, तो वहाँ पे बहुत सारा रॉ मटेरियल रखा हुआ था। रॉ मटेरियल क्या होगा? पेरिशेबल रॉ मटेरियल होगा। पेरिशेबल क्या होता है? पेरिशेबल वो होता है जो बहुत जल्दी गल सड़ जाता है। इस तरीके का जो भी प्रोडक्ट होता है वो पेरिशेबल होता है। तो आपकी वेजीज रखी हैं, फ्रूट्स रखे हैं, बाकी जो भी खाना जिन सब बनता है वो सारा सामान रखा है। अब वो तो ख़राब हो जाएगा, क्या करे इंसान? सारा फेंकने में चला जाएगा, और पैसे तो लगे ही है ना, तो ये तो बहुत बड़ा लॉस है। और बेसिकली अगर देखा जाए, अगर ऐसा कुछ हो गया तो ऑब्वियस है कि बिजनेस बंद करने की कगार पे था। ठीक है, तो वहीं पे उन्होंने क्या किया, अपने पुराने डेटा को देखा। वहाँ पे उन्होंने क्या किया? पिविटिंग। आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत सारे जितने भी स्टार्टअप्स जो आते हैं ना, वो 2020 के आसपास की जब भी स्टोरी सुनाते हैं तो ये वर्ड बहुत इस्तेमाल करते हैं कि उन्होंने पिविटिंग किया। मतलब अपने डेटा को समराइज कर कर ये चेक किया कि वो आगे क्या कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है। ये चेक करने के लिए उन्होंने पिविटिंग किया। जैसे ही उन्होंने चेक किया, उन्होंने पाया, देखो मेरे पास वेजेस हैं, मेरे पास अभी वेंडर्स हैं, मेरे पास मशीन्स हैं, मेरे पास लोग हैं, ऑल्दो वो घर में हैं बट मेरे पास लोग हैं, लेबर मैं जानता हूँ। मेरा जो कस्टमर बेस है वही तो चेंज हुआ है। मेरा कस्टमर भी खाने वाला तो कस्टमर है ही, लेकिन अब उनका तरीका चेंज हो गया है। जो कस्टमर पहले आकर मेरे रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाता था, अब वो कस्टमर रेस्टोरेंट पे आना नहीं चाहता, लेकिन वो घर पे ही कोई भी चीज़ खरीद कर खा सकता है। तो उन्होंने क्या किया, उन वेजेस का इस्तेमाल किया, उन सभी सामान का इस्तेमाल करके पैकेज्ड फूड बना दिया, एक पैकेट में डाल दिया। जो काम वो एज अ रेस्टोरेंट कर रहे थे, वो चीज़ उन्होंने पैकेट में डाल दी। और जहाँ रेस्टोरेंट होता, मान लो दिल्ली में रेस्टोरेंट है, तो उसकी रीच कितनी होती? दिल्ली तक ही तो होती। दिल्ली के लोग, जो पर्सन दिल्ली के अंदर है वही तो आ पाता। लेकिन पैकेज तो कहीं पे भी जा सकता है। पैकेज तो इंडिया में क्या और इंडिया के बाहर क्या, कहीं पे भी जा सकता है, अराउंड द वर्ल्ड। तो यहाँ पर उनका पिवटिंग करना बहुत ही कामगर रहा, बहुत ही अच्छा साबित हुआ। और जहाँ वो बिज़नेस बंद होने वाला था, वहाँ पे वो बिज़नेस बल्कि 2x 3x 4x से बढ़ रहा है, क्योंकि अब उनकी पहुँच सिर्फ एक शहर तक नहीं रह गई, कुछ शहरों तक नहीं रह गई। अब वो कहीं पे भी अपने सामान को पहुँचा सकते हैं, अपने खाने को पहुँचा सकते हैं। तो ये कमाल होता है पिवटिंग का। डेटा को समराइज करके जब आप उसके अंदर से जब इंफॉर्मेशन ऐसी निकाल लो जिससे आप की डिसीजंस ले सको, वहाँ उसी रिपोर्ट को हम एक अच्छी रिपोर्ट बोलेंगे, एंड वहीं पे आपका जो काम करना है वो सफल माना जाएगा। अगर कोई चीज़ ऐसी बना दी जिससे कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, मतलब वो अगर डिसीजन, मतलब वो जो डेटा है वो अगर उस रिपोर्ट में ना भी होता तो कोई डिसीजन में चेंज नहीं होता, तो ऐसे का फ़ायदा क्या? तो यहाँ पर हम लोग पूरे डेटा का एनालिसिस करना सीखेंगे कि डेटा को किस नज़र से देखना चाहिए और डेटा पे किस तरीके से काम करना चाहिए, सो दैट हमें इस तरीके के डिसीजन लेने में हेल्प हो। बिकॉज इन रियल वर्ल्ड पिवटिंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पिवट बनाना सीख लो, लेकिन उसको कैसे हमें सोचकर यूज़ करना है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। चलें हम लोग, अभी तो मैंने आपको पिवट टेबल का ओवरव्यू दिया है, अब मैं आपको इंसर्ट टैब का ओवरव्यू देती हूँ। बिकॉज जो पिवट टेबल है वो आता कहाँ से है? वो आता है आपके इंसर्ट टैब से। तो इंसर्ट टैब की बहुत ही एक प्यारी सी खूबी लगा लो, या फिर अगर खूबी भी नहीं कहते तो ट्रेट लगा लो, ठीक है। उसका ट्रेट क्या है? उसका ट्रेट ये है कि जैसे ही आप कुछ भी चीज़ इंसर्ट करते हो इंसर्ट टैब से, मैं एक पिक्चर इंसर्ट करके बताती हूँ, या एक शेप ले लेते हैं। एक शेप मैंने इंसर्ट किया है, अब मुझे शेप के अंदर कुछ भी चेंजेस करने हैं, तो मैं चेंज करने के लिए ऐसे थोड़ी ना जाऊँगी कि मैं इंसर्ट टैब में चली गई और मैंने चेक कर लिया, नहीं। ऑल्दो मैंने ये सारी चीज़ें अपने पार्ट 1 में कवर कर लिया, बट यहाँ पे ओवरव्यू देना बहुत ज़रूरी है। तो डोंट बी लाइक कि अरे दोबारा क्यों हो रहा है, ओके, बट यहाँ समझना ज़रूरी है।
देखिए, तो अगर मुझे इसके अंदर कुछ भी चेंजेस करने हैं तो मैं इंसर्ट टैब में तो नहीं जा रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसके ऊपर क्लिक कर दे रही हूँ एंड एक नया एक टैब खुल के आ जा रहा है। तो इंसर्ट टैब के अंदर से आप कोई भी चीज़ इंसर्ट करते हो तो हर किसी का फिनोमिना सेम है। वो इंसर्ट टैब से कॉपी नहीं, मतलब एडिट नहीं होते हैं, उनके लिए एक अलग टैब बन के आता है, चाहे आप कुछ भी इंसर्ट कर लो। तो जैसा कि मैंने आपको पिवट टेबल बताया, आपको पता है टेबल वाला ग्रुप है, यहाँ से कुछ भी इंसर्ट करते हैं तो उनके लिए भी एक अलग से टैब्स बन के आते हैं। आप जो एडिटिंग है वो यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अब इस चीज़ को मैं प्रूफ भी करूँगी, आगे चल के जैसे ही हम पिवट बनाएँगे तो वहाँ पे इसको प्रूफ हो जाएगा। उससे अलावा मैं एक चीज़ आपको बताने वाली हूँ कि हम पढ़ने किस तरीके से वाले हैं। हम स्टेजेस में पढ़ने वाले हैं। स्टेजेस में कैसे? सबसे पहले एकदम ही हम शॉर्ट डेटा ले लेंगे। बिल्कुल शॉर्ट डेटा लिया हुआ है मैंने, लेट मी जस्ट शो इट टू यू। एक शॉर्ट डेटा है, बहुत ही कम एंट्रीज़ का डेटा है। इसके अंदर हम पिवट बनाना सीखेंगे, सारे फीचर्स इसके अंदर सीखेंगे। जब हमें कोई चीज़ शॉर्ट पे समझ आ गई है ना, शॉर्ट पे हम लोगों ने उसे डिटेल में कर लिया, उसके बाद जब हमारा इंटरमीडिएट लेवल काइंड ऑफ डेटा जो आएगा वो ये आएगा, जिसके अंदर 1000 एंट्रीज आएंगे और इसके अंदर फिर हम पिवटिंग करेंगे। जब आपने शॉर्ट में कर लिया ना, फिर आपको इसमें करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो इसीलिए हम इस स्टेज के अकॉर्डिंग चलेंगे। फिर आप कहोगे कि मैम आप तो इंटरमीडिएट लेवल तक पहुँचे हैं, व्हाट अबाउट द एडवांस? तो एडवांस के लिए मैं आपको बता देती हूँ, हम डैशबोर्ड बनाएंगे, उसमें एक एडवांस काइंड ऑफ डेटा यूज़ करेंगे और पिवट यूज़ करके फिर डैशबोर्ड बनाएंगे, ठीक है? तो अब आप वो कहते हैं ना, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। अब हम एक्सेल की नई हाइट्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं, पिवट की नई हाइट्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं, जहाँ पर हम सारा का सारा एडवांस के बारे में बात करने वाले हैं। तो चले अब हम पिवट के बारे में बात करना शुरू करते हैं। कर ली है पिवट टेबल को लेकर, अब थोड़ा सा इसमें डीप डाइव करते हैं। द फर्स्ट आप देख सकते हैं इंसर्ट टैब के अंदर टेबल ग्रुप के अंदर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज रिकमेंडेड टेबल्स पिवट टेबल एंड द अदर वन इज पिवट टेबल। रिकमेंडेड पिवट टेबल क्या करता है? आपको रिकमेंडेशन देता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपके पास कोई बहुत बड़ा डेटा है और उस डेटा को देखकर आपका सर घूम जाता है और आपको सोचते हो अब इसमें क्या समराइज़ करूँ, क्या इन्फॉर्मेशन निकालूँ, बिकॉज अगर एक अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो डिसीजन भी नहीं लिया जा सकता। तो ऐसे केस में रिकमेंडेड पिवट टेबल्स आती है। आपको करना कुछ नहीं है, हम सबसे पहले शॉर्ट डेटा पे काम करने वाले हैं। तो मैं डेटा का ओवरव्यू देती हूँ, उसके बाद हम रिकमेंडेड पिवट टेबल्स करेंगे। आपके पास यहाँ पर पार्टी नेम है, प्रोडक्ट नेम है, सिटी है, जेंडर है, अमाउंट है। आपने कंट्रोल ए से पूरे डेटा को सेलेक्ट करना है, उसके बाद रिकमेंडेड पिवट टेबल पे क्लिक करना है। तो आपके पास यहाँ पे रिकमेंडेशन आ जाती है अलग अलग टेबल्स की। इसे थोड़ा सा पढ़ के देखेंगे, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कोई रिपोर्ट क्यों बनी हुई है। पहली रिपोर्ट को जब आप देखते हो तो उसमें पढ़ते हो कि वो क्या रिपोर्ट है, काउंट ऑफ अमाउंट बाय सिटी, कि मतलब वो काउंट करके बता रहा है। ये डेटा बहुत छोटा है इसलिए ये नंबर बहुत छोटा है। देखिए, बैंगलोर में सेल कितनी हुई है नहीं, कितनी बार हुई है ये बताया है। कितनी हुई में तो ये अमाउंट आएगा, सम ऑफ अमाउंट बाय सिटी, कि उसने टोटल अमाउंट बता दिया आपको कि बैंगलोर के अंदर इतनी सेल हुई है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द कितनी बार सेल हुई है, मतलब कितनी बार सेल हमने किया है, कितनी बार प्रोडक्ट वहाँ गया है, तो वहाँ पर आपको काउंट आता है। आप इसके अंदर डेटा के अंदर हमेशा से ये देखें कि किस चीज़ का रिलेवेंस है, उस अकॉर्डिंग आपको समझ आएगा कि आपको रिपोर्ट किस तरीके से बनानी चाहिए या कौन कौन से एक्सपेक्ट उसमें रखने चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हो पार्टी नेम बहुत सारे हैं और यूनिक कम हैं। तो यूनिक कम होता है तो हम पार्टी नेम को भी ले लेते हैं, यूनिक बहुत ज़्यादा हैं तो हम लोग उन्हें नहीं लेते हैं। प्रोडक्ट नेम है, हाँ उसके बारे में जान सकते हैं कि भाई पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितना बिका है। सिटी के बारे में जान सकते हैं, जेंडर के बारे में जान सकते हैं। तो हाँ, यहाँ पर आपको हर तरीके की सजेशन मिल जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, जैसे मान लीजिए आप ये सम वाला चाहते हो, आपने इस पर क्लिक किया एंड आपने ओके किया, तो होगा ये कि आपके पास एक और शीट बन के आ जाएगी जिसके अंदर आपकी रिपोर्ट रेडी होके आ गई है। यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग। ओके, ये आपका पिवट टेबल है। पिवट टेबल बन के आ गया है। इसे स्क्रैच से कैसे बनाते हैं ये सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगी ही, लेकिन मैं आपको इसमें एक बात बताना चाहती हूँ जो कि बात हम पहले भी कर चुके हैं कि कैसे हम लोग अगर पिवट टेबल के अंदर कुछ भी एडिट करना होता है तो इंसर्ट टैब से नहीं करते हैं। देखिए, जैसे ही मैं पिवट पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर इसका फील्ड लिस्ट खुल जाता है और यहाँ पर ऊपर 2 टैब आ जाते हैं। द फर्स्ट वन इज़ पिवट टेबल एनालाइज एंड द अदर वन इज़ डिज़ाइन। पिवट के अंदर 2 चीज़ें होती हैं हमारे पास। पिवट जो टेबल होती है वो हमारी डेटा से बनती है और साथ ही साथ में ये एक टेबल है तो इसके अंदर डिज़ाइनिंग होती है।
आप देख सकते हैं अगर हमें कोई भी चीज़ डेटा के अंदर चेंज करना है तो हम पिवट टेबल एनालाइज के इस्तेमाल करते हैं और इस वाले सभी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ ये दिखे ही अलग तरीके से तो हम डिज़ाइन टैब का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर वही चीज़ें होती हैं जैसे कि टेबल वाले में आप देखते हो ना कि अलग अलग कलर कर सकते हैं, हेडर हटा सकते हैं, ये लगा सकते हैं, वो लगा सकते हैं। किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है ये आपका डिज़ाइन टैब हेल्प करेगा और डेटा किस तरीके से दिखाना है, डेटा क्या दिखाना है उसके लिए आपको जो हेल्प करेगा वो पिवट टेबल एनालाइज करेगा। तो चलिए अभी हम लोगों ने ये सीखा एक बेसिक टेबल बनाना कैसे करते हैं। एंड यहाँ पे मुझे रिकमेंड के लिए आपको सिर्फ इतना ही बताना था बिकॉज बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करना, बिकॉज हम जो यहाँ पे सीखने वाले हैं वो पिवट टेबल को स्क्रैच से बनाना सीखने वाले हैं। हमारे पास डेटा सेम रहने वाला है, इस पर हम लोग पिवट टेबल बनाएंगे, सभी फीचर्स को सीखेंगे एंड जब सभी फीचर्स आ जाएंगे तब हम अपने मेन डेटा में स्विच कर लेंगे। तो चले अब हम अपने पहली पिवट टेबल फ्रॉम द स्क्रैच बनाना शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास डेटा का ओवरव्यू हम कर चुके हैं, कंट्रोल ए करेंगे। कंट्रोल ए करने के बाद हम इंसर्ट टैब में जाएंगे एंड यहाँ से पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। द फर्स्ट वन इज फ्रॉम टेबल रेंज एंड द अदर वन इज फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स। अब इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर आपका डेटा कहीं और है और अब आपको रिपोर्ट कहीं और बनानी है। कहीं और का मतलब क्या है कि वो जो डेटा है वो किसी दूसरे वर्कबुक में है एंड आपको जो रिपोर्ट बनानी है वो किसी दूसरे वर्कबुक में बनानी है। तो ऐसे केस में आप जो डेटा है वो कहीं और से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स से। लेकिन अभी हमारा जो डेटा है वो सेम वर्कबुक में है तो ऐसे केस में हम फ्रॉम टेबल रेंज करते हैं। टेबल रेंज पे क्लिक करेंगे फ्रॉम टेबल रेंज एंड उसके बाद आपके पास इस तरीके की एक विंडो आती है। ये विंडो क्या कहती है देखिए, इस विंडो को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज टेबल रेंज। टेबल रेंज के अंदर आप क्या करेंगे, एक रेंज दे देते हैं अपने डेटा की। जो भी आपने डेटा सेलेक्ट किया हुआ है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया है, इसीलिए मैं पहले ही डेटा का सिलेक्शन करा देती हूँ। इन एनी केस अगर आपका सिलेक्शन पहले से नहीं हुआ है तो यहाँ पर आपको अपनी टेबल की रेंज देनी होती है। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है कि आपको क्या करना है, जो पिवट टेबल बनानी है वो एक नई वर्कशीट के अंदर बनानी है या एग्जिस्टिंग वर्कशीट के अंदर बनानी है। अगर आप नई वर्कशीट के अंदर बनाना चाहते हैं तो आप न्यू वर्कशीट करेंगे और वरना एग्जिस्टिंग वर्कशीट करेंगे। एग्जिस्टिंग वर्कशीट का मतलब है इसी टेबल में यहीं पे ही साइड में इसकी रिपोर्ट बन जाए। अब आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे न्यू वर्कशीट में है ये लोकेशन वाला ऑप्शन ऑफ है। तो बेसिक बात ये है कि लोकेशन किस लिए देनी है, वो तो नई वर्कशीट बन जाएगी तो इसमें लोकेशन की कहीं बात ही नहीं आती है। एग्जिस्टिंग वर्कशीट के अंदर लोकेशन की बात आती है। तो जैसे ही आप एग्जिस्टिंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक लोकेशन वाला ऑप्शन ऑन हो जाता है। आपने कुछ नहीं करना, बस बताना है कि आपने अपनी पिवट कहाँ बनानी है। तो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, मान लो इस सेल में बनाना है तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास ऑप्शन आता है वो ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल आता है, लेकिन ये अभी हम नहीं करेंगे। इसका रिलेवेंस क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है ये हम बाद में समझेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी हमने जो किया, मेन शॉर्ट डेटा हमने लिया और यहाँ पर एक लोकेशन दे दी है। तो एक मैं एग्जिस्टिंग में बना के बता देती हूँ, उसके बाद सारा काम हम न्यू वर्कशीट में करेंगे। तो हमने इसको ओके कर दिया है एंड ओके करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर एक पिवट टेबल इंसर्ट हो गई है, उसकी फिल लिस्ट आ गई है। ऊपर देख सकते हो पिवट टेबल एनालाइज वाला आपका टैब आ गया, डिज़ाइन आ गया। तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया है कि आपकी पिवट टेबल यहाँ पे बन गई है, मतलब यहाँ पे आ गई है। अब आप यहाँ पे बना सकते हैं। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप इस पर राइट क्लिक कर सकते हैं और डिलीट पिवट टेबल कर सकते हैं, ये डिलीट हो जाएगी। मुझे बस आपको बताना था कि आप चाहें तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट में भी ये बना सकते हैं, लेकिन अभी जो हम काम करने वाले हैं वो न्यू वर्कशीट में काम करने वाले हैं। तो आपने करना क्या होता है, कंट्रोल ए से पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए। कंट्रोल ए से पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए। ऑल्ट एन आपका इंसर्ट का जो की होता है वो होता है एन। उसके बाद पिवट टेबल के लिए आपको प्रेस करना होता है वी एंड उसके बाद अगर आपको फ्रॉम द टेबल रेंज चाहिए तो टी। तो आपकी जो शॉर्टकट की बन जाती है वो ऑल्ट एन टी वी बन जाती है, ऑल्ट एन वी टी बन जाती है। एंड उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें न्यू वर्कशीट करना है, हम डायरेक्टली ओके प्रेस कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी एक न्यू वर्कशीट बन के आ गई है विच इज़ योर शीट नंबर 3। तो मैं यहाँ पर इसे पिवट का नाम दे देती हूँ सो दैट हमें बार बार ध्यान इधर उधर ना हो कि कौन सी शीट है। एंड मैं इसे कोई टैब कलर दे देती हूँ। हाँ, ये टैब कलर अच्छा नहीं लग रहा है, हम इसे ग्रीन कलर देंगे। ओके, हाँ बेटर, ठीक है। जैसे ही आप पिवट पे क्लिक करते हो, मतलब आपने पिवट टेबल बनाई है, आपके पास इस तरीके का ओवरव्यू होता है। अब ये ओवरव्यू के अंदर एक बार के लिए समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ें गिवन है।
यहाँ पर आपको सारी पिवट फील्ड्स गिवन होती है। देखो आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हो पिवट टेबल फील्ड्स। इसका मतलब क्या है, जितनी भी हेडिंग्स आपके डेटा के अंदर होती है वो सारी की सारी हेडिंग यहाँ पे शो होगी। उसके बाद आप उसे ड्रैग कर करके यहाँ पर लेकर जाएंगे। 4 चीज़ें मिलती है आपको, फिल्टर्स, कॉलम, रो एंड वैल्यू। आप इसके अंदर उन्हें पुट करते हुए जाएंगे एंड उसके बाद आपकी टेबल बन जाएगी। ठीक है, ये आपकी फील्ड लिस्ट होती है, ऊपर सारे ऑप्शंस होते हैं। एक बार के लिए मैं आपको ये चारों फीचर के बारे में बता देती हूँ कि जो चीज़ें क्या अवेलेबल हैं, सो दैट आपको समझ आए। आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, एक तो है फिल्टर, फिर उसके बाद है कॉलम, उसके बाद है रॉ और उसके बाद है वैल्यू। ठीक है, फिल्टर, फिल्टर जैसे आपने लगाए थे वैसे ही है। मान लीजिए आपका बहुत ज़्यादा डेटा है और अब आपको जानना है हर एक रीजन में कितनी सेल हुई है, हर एक रीजन में, और आपने प्रोडक्ट वाइज जाननी है, तो कोई भी एक चीज़ को आप फिल्टर में रख सकते हो और फिल्टर की तरह काम कर सकते हो कि मुझे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में जाना है, जैसे नॉर्मल फिल्टर लगता था। कॉलम क्या है, वही आपका ABCD, मतलब किसको हेडिंग रखना चाहते हो, हेडिंग। एंड कोई चीज़ रॉ में है तो रॉ वाली हेडिंग आ जाएगी, रॉ में हेडिंग आ जाएगा उसका। ठीक है, वैल्यूज़ के अंदर हमेशा कोई अमाउंट आती है, कोई क्वांटिटिव अमाउंट आप लिखना चाहते हो जिसके ऊपर बाद में फॉर्मूला ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाए, तो ऐसी चीज़ को आप वैल्यू के अंदर रखते हो। ठीक है, चलिए अब इसका इस अभी जो पिवट है ना, इसके अंदर कुछ लिखने का इतना सब कुछ नहीं होगा, तो हम लोग डायरेक्टली समझते हुए जाएंगे। थोड़ा सा इंगेजिंग बना देता है लिखना, लेकिन प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ें साथ में। ठीक है, चलें अब मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपको ये सारी चीज़ें तो दिख गई, पिवट टेबल फील्ड्स होती क्या हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो पार्टी नेम, प्रोडक्ट नेम, सिटी, जेंडर, अमाउंट। जिस जिस तरीके से ये गिवन है, जैसे हमारे डेटा में गिवन है पार्टी नेम, प्रोडक्ट नेम, सिटी, जेंडर, अमाउंट। ठीक है, तो आपको एक चीज़ पता लगी, ये सारी हेडिंग्स होती हैं। यहाँ पर आपको ये चारों फीचर्स पता लग गए हैं। इसके बाद यहाँ पर आपके पास ये सेटिंग का ऑप्शन होता है, आप इसे खोल क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको 3 से 4 व्यूज़ मिलते हैं। व्यूज़ कैसे मिलते हैं कि अभी तो ये मेरे मेरे अकॉर्डिंग ऐसे फिक्स है, आपको ऐसे काम करना अच्छा नहीं लगता है, आपको इस तरीके से काम करना है जिसके अंदर आपकी जो फील्ड लिस्ट है वो इस तरीके से विजिबल हो। तो देखो यहाँ पर तो आपकी सारी, आपके मान लो जो बहुत सारी हेडिंग्स है, अगर आप पहले वाले तरीके से रखते तो नीचे फिर हेडिंग्स खत्म हो जाती, आपको स्क्रॉल कर करके बार बार देखना पड़ता। तो ऐसे केस में आप इस तरीके से इसे सेट कर सकते हैं। आपके जितने भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर आ गई है। किसी और वे से आप चेक करना चाहते हो, सिर्फ फील्ड्स देखनी है, बहुत सारी फील्ड्स हैं, आपको सिर्फ फील्ड्स देखनी है, आप सिर्फ फील्ड्स चेक कर सकते हो। सिर्फ एरियाज़ देखने हैं कि कौन कौन से एरिया में क्या क्या किया है, तो आप सिर्फ एरियाज़ भी देख सकते हैं। थोड़ा सा वक्त ले लेते हैं कभी कभी, तो आपने ये सारे एरियाज़ देख लिए हैं। अगर मान लीजिए सिर्फ एरियाज़ देखना चाहते हो सेक्शन वाइज, तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक कर सकते हो। इस तरीके से आपके एरियाज़ आ गए। सबसे फिजिबल जो मुझे लगता है वो ये लगता है, अगर हम बेसिक काम कर रहे हैं तो ये वाला जो पैटर्न है वो एकदम एक्यूरेट है, बिल्कुल ठीक है, आप इसमें काम कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन आता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पार्टी नेम है, प्रोडक्ट नेम है, सिटी है, जेंडर है, अमाउंट है, ये बिल्कुल वैसे ही दिया हुआ है जैसे कि आपके डेटा के अंदर गिवन था। तो अगर मान लीजिए अब आपके पास बहुत बड़ा डेटा है जिसके अंदर 50 हेडिंग्स हैं, 50 कॉलम्स हैं, तो यहाँ पे तो 50 चीज़ें लिखी होंगी। ऐसे केस में, और आपको याद थोड़ा रहेगा कि प्रोडक्ट नेम के बाद सिटी लिखा हुआ है, उसके बाद जेंडर लिखा हुआ है, तो ऐसे तो आपको याद नहीं रहेगा। तो ऐसे केस में आप जो अभी के लिए सॉर्टिंग हुई हुई है, बाय डिफ़ॉल्ट जो सॉर्टिंग आती है वो आता है सॉर्ट इन द डेटा सोर्स ऑर्डर, उसे A to Z में तब्दील कर सकते हैं। तो देखो अमाउंट सबसे ऊपर आ गई। अब क्या होगा ना, इससे होगा ये कि मान लीजिए आपको ढूंढना है जेंडर, तो यू नो दैट G में आप ढूंढ सकते हो जेंडर। आपको ढूंढना है डिस्काउंट, तो आप जा सकते हो डी पे, आपको मिलेगा डिस्काउंट। तो वो इजीली मूव करना हो जाता है जब आपके पास बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, जब बहुत सारी हेडिंग्स होती हैं। अगर आपके पास ज़्यादा हेडिंग नहीं है तो यू कैन गो विद द सॉर्ट इन द डेटा सोर्स ऑर्डर, आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इट्स टोटली अप टू यू, जैसा आपको फिजिबल लगता है, जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है, आप उस तरीके से कर सकते हैं। चलें अब हम पिवट टेबल बनाना शुरू करते हैं। देखिए अब हमें क्या करना है, हम एक एक चीज़ को ड्रैग करके यहाँ पर फील्ड में लेकर आने वाले हैं। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आता कि कौन सी चीज़ को कहाँ पर ड्रैग करना है, तो आप इनिशियल लेवल पे आप सिर्फ इन्हें टिक बॉक्स को चेक कर सकते हो। आप इसे चेक करते जाओ एंड उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपके लिए फिल कर देगा, आप कोई भी चीज़ जो फिल कराना चाहते हो। जब आपको चीज़ें समझ आने लग जाए तब आप खुद से ड्रैग कर सकते हो। चलिए सबसे पहले हमें अपना डेटा हम देख चुके हैं। उसके बाद जो बात आती है, मैं जानना चाहती हूँ कि मैंने अपने बिजनेस के अंदर पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितने का बेचा।
मतलब मैं टोटल जानना चाहती हूँ। तो मैंने प्रोडक्ट को ऑन कर दिया तो इसने ऑटोमेटिकली यहाँ रोज़ में उसको ले लिया है। उसके बाद ऑब्वियसली हमें अमाउंट जाननी है, मैंने इसे क्लिक किया तो देखिए इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे वैल्यूज़ में ले लिया है और यहाँ पे वैल्यूज़ में सिर्फ अमाउंट लिख के नहीं आ रहा, लिख कर आ रहा है सम ऑफ अमाउंट। तो यहाँ पर हम लोगों ने डायरेक्टली देख सकते हैं कि कंप्यूटर का टोटल कितना है, लैपटॉप का टोटल कितना है, स्पीकर का टोटल कितना है। अब एक बात सोचिए, अगर आप ये चीज़ पिवट से ना कर रहे होते तो आपको कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना होता। तो अगर आप ये सोचने के बाद आंसर सम इफ़ कहने वाले हैं तो आंसर एकदम करेक्ट है, बिकॉज सम इफ़ का इस्तेमाल कर कर हम ये काम कर सकते थे। लेकिन सोच के देखिए सम इफ़ लगाते फिर पता लगता, तो यहाँ पर ये चीज़ डायरेक्टली हो गई है। इसलिए मैंने बोला था कि अगर आपको लगता है कि मुझे फॉर्मूलाज नहीं बनाने आते, मुझे सिर्फ समराइज वाला काम करना आता है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। यही काम मान लीजिए आपको सिटी के लिए जानना होता, आप इसे ऑफ कर सकते हैं। आपने यहाँ से प्रोडक्ट नेम को ऑफ कर दिया तो ये आ गया सम ऑफ अमाउंट, दैट इज योर टोटल सेल। सोच के देखिए ना, सिर्फ सम ऑफ अमाउंट बचा और सभी का सम यही है, तो आप इसे टोटल सेल बोल सकते हैं। आप यहाँ से सिटी को ऑन कर दीजिए तो इसने आपको बताया पर्टिकुलर सिटी के अंदर कितनी सेल हुई है, बैंगलोर के अंदर कितनी सेल है, चेन्नई के अंदर कितनी सेल है, दिल्ली के अंदर कितनी सेल है एंड मुंबई के अंदर कितनी सेल है, इसने टोटल बता दिया है। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि मैम हम लोग पहली चीज़ कि आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं, बाहर क्लिक करते हैं तो ये फील्ड लिस्ट चली जाती है, इस पर क्लिक करते हैं ऑन हो जाती है। अब आपके अंदर क्वेश्चन आएगा कि मैम एक बात बताएं कि ये जान लिया कि प्रोडक्ट कितना बिका है एंड फिर ये जान लिया कि पर्टिकुलर सिटी में कितना सेल किया है, अगर मुझे ये दोनों चीज़ें जाननी हो कि पर्टिकुलर सिटी के अंदर पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितना सेल किया है, तो क्या मैं ये जान सकता हूँ? हाँ बिल्कुल जान सकते हो। सिंपल सी चीज़ आप ये मुझसे पूछना चाह रहे हो, वो ये है कि क्या हम ये दो चीज़ें सेलेक्ट कर सकती हैं? तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। आप चाहें तो आप इसे इस तरीके से ओपन कर लीजिए कि दोनों चीज़ें यहाँ आ गई है। आपको इस तरीके से नहीं दिखाना, आप यहाँ पे भी इसे ड्रैग करके अपनी मर्जी से ले जा सकते हैं। देखिए इसने तो रिकमेंड कर दिया जैसे आपने ऑन किया, आपका अगर इच्छा है इसको किसी और तरीके से प्रेजेंट करने का तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पता लगा कि बैंगलोर इज़ द सिटी एंड लैपटॉप इज़ योर, कंप्यूटर इज़ योर प्रोडक्ट। तो बैंगलोर में कंप्यूटर इतना बिका, लैपटॉप इतना बिका, स्पीकर इतना बिका और टोटल सेल इतनी हुई। चेन्नई में ये कंप्यूटर इतना बिका, लैपटॉप इतना बिका, स्पीकर इतना बिका और टोटल सेल ये हुई। इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। अगर आप चाहते तो इन्हें एक में भी रख सकते थे। एक में रखने से होता क्या, बैंगलोर के अंदर कंप्यूटर इतना बिका, लैपटॉप इतना बिका एंड स्पीकर इतना बिका और आपका यहाँ टोटल आ जाएगा। उसके बाद चेन्नई, उसके बाद दिल्ली एंड मुंबई, इस तरीके से। अब हम लोगों ने कॉलम्स देख लिया, जैसे मैं इसमें कॉलम में ले जाती हूँ तो कॉलम में मैं किसको लेके गई, प्रोडक्ट नेम को लेके गई, तो प्रोडक्ट नेम की हर एक हेडिंग बन गई। अगर मैं सिटी को लेके जाती, मैंने सिटी को लेके गई तो हर एक सिटी की हेडिंग बन गई। तो कॉलम समझते हो हेडिंग के लिए कि कॉलम में अगर कोई चीज़ डाली है तो इस तरीके से हेडिंग आ जाएगी। अगर रोज़ में डाली है तो आपके अंदर इस तरीके की हेडिंग्स आएंगी, इस तरीके से आपका डेटा प्रेजेंट हो जाएगा। तो इसका एक लॉजिक मैं आपको बता देती हूँ। जब भी आपके पास कोई चीज़ आपको लगता है अमाउंट में ज़्यादा है, अमाउंट इन द सेंस नंबर वाइज ज़्यादा है, जैसे पार्टी नेम्स हैं, पार्टी नेम्स आपके ज़्यादा ही होते हैं, तो अगर आप इन एनी केस किसी भी रिपोर्ट के अंदर पार्टी नेम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डोंट गो फॉर द कॉलम। कॉलम में करोगे तो कितनी पार्टी से कितना साइड में चला जाएगा डेटा, तो वो फिजिबल नहीं है। ऐसे केस में आप उसे रोज़ में डालें। तो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम हमारे पास 3 है एंड कॉलम जो सिटी नेम है वो 4 है, तो मैं सिटी को रो में डालना चाहूँगी एंड उसे कॉलम में, ये थोड़ा फिजिबल लगेगा। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, मान लीजिए अब आपको जेंडर का भी जानना है, आप इसे ओपन कर लीजिए। ऑन करने के बाद जेंडर का भी आ गया, ये इसने रो में ले लिया है, ये यहाँ पे कॉलम में है। लेकिन नहीं, अगर आप कॉलम में भी लेना चाहें तो देखो इस तरीके से ये बढ़ जाएगा, विच इज़ लाइक आपकी कितनी बड़ी पिवट बन गई है। अब आप इसको देखेंगे तो आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसे थोड़ा सा आसान करने के लिए एक काम करते हैं, हम जेंडर में हम अपने फ़िल्टर्स में इसको अप्लाई कर देते हैं। फ़िल्टर्स के अंदर अप्लाई करने का कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है कि ये ज़्यादा डेटा है तो मैं यहाँ पे एक्सप्लोर कर लेता हूँ, या कम डेटा है तो यहाँ पे इसको फिक्स कर देता हूँ। यहाँ पे ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, इट्स टोटली अप टू यू कि आपको कैसे अच्छा लग रहा है। फ़िल्टर के अंदर हम बेसिकली वो चीज़ डालना चाहते हैं जिसके बेसिस पे हम कोई काम करना चाहते हैं। जैसे मैं जानना चाहती हूँ कि मेल ने कितना सेल किया, फीमेल को कितना सेल हुआ है। तो आप यहाँ से एक सेकेंड, सॉरी, जेंडर पे आपने ये किया, उसके बाद आपके पास यहाँ ऊपर देख सकते हो एक बॉक्स बन के आ गया है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, आपके पास ये दोनों आ गए, मेल फीमेल ही आपके दोनों जेंडर थे। आपको फीमेल का चेक करना है, आप ओके कर सकते हैं, ओनली फीमेल का डेटा आ गया है। अगर आपको मेल का चेक करना है तो आप मेल का चेक कर सकते हैं, ओनली मेल का डेटा आ गया है। यहाँ से अगर मान लीजिए आपको मल्टीपल फिल्टर्स चूज़ करने हैं, अभी के लिए यहाँ पे फिल्टर्स इतने नहीं है,
अगर मान लीजिए मैं अगर चाहती तो कुछ और फ़िल्टर भी यहाँ पे लगा सकती थी। एक बार और भी ड्रैग कर सकते हैं। एक बार और ड्रैग करके मैंने प्रोडक्ट नेम भी यहाँ पे रख लिया। मान लो मैं एक से ज़्यादा चूज़ करना चाहती हूँ। अभी तो मैंने कंप्यूटर चूज़ किया है तो ये आ गया। एक से ज़्यादा चूज़ करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स को सेलेक्ट करूँगी एंड यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन बन के आ जाएगा। मतलब ये चेक बॉक्सेस बन के आ जाएंगे जिस तरीके से आपके नॉर्मल फ़िल्टर्स के अंदर आते हैं। अब आप इसे ओपन कर सकते हैं। आपने लैपटॉप और कंप्यूटर ले लिया ना, ओके कर दिया, तो ये इस तरीके से बन के आ गया है। अब आपको ये मल्टीपल आइटम्स का दिखा रहा है विच इज़ योर कंप्यूटर एंड लैपटॉप। अब आप इसे उठा के यहीं प्रोडक्ट नेम में रख दीजिए। आपके फ़िल्टर सॉर्टेड है। इस तरीके से आपकी एक नॉर्मल बेसिक पिवट टेबल बनती है। मैं ये सारी चीज़ें हटा देती हूँ। एक बेसिक पिवट टेबल से ही काम करना शुरू करते हैं सो दैट हमें और भी चीज़ें सीखनी हैं। अब एक बेसिक सी चीज़ और बताती हूँ आपको। आपने देखा, मैंने आपको बताया था जैसे ही आप पिवट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास 2 टैब बन के आते हैं। द फर्स्ट वन इज़ पिवट टेबल एनालाइज़ एंड द अदर वन इज़ डिज़ाइन। तो आप जब पिवट टेबल एनालाइज़ पे जाएँगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है। देखो अभी मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ तो मेरा फिल लिस्ट नहीं आ रहा। पहले तो आप देख रहे थे इस पे क्लिक करते ही फिल लिस्ट आ जाता है। तो कभी-कभी होता क्या है, आपका जो फिल लिस्ट है यहाँ से ऑफ हो जाता है। यहाँ पर शो के अंदर आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, द फिल लिस्ट, बटन्स एंड फील्ड हेडर्स। बटन्स और फील्ड हेडर्स को अभी हम देखेंगे, पहले आप फील्ड लिस्ट को समझिए। फील्ड लिस्ट क्या है? जो भी साइड में एक टेबल ओपन होती है उसे हम फील्ड लिस्ट बोलते हैं। तो वो जर्नली तो पिवट टेबल को क्लिक करने से ओपन हो जाती है, लेकिन अगर आपको घबराना नहीं है, अगर वो ओपन नहीं हो रही है तो आपको अपने पिवट टेबल एनालाइज में जाना है और यहाँ से फील्ड लिस्ट को ऑन कर देना है। जैसे आप फील्ड लिस्ट को ऑन करते हो ये आपका ऑप्शन ओपन हो जाता है। अब जैसे देखो, बाहर क्लिक किया तो चली गई एंड अंदर क्लिक किया तो आ गई। तो इस तरीके से आपकी फील्ड लिस्ट होती है। ये आपकी पूरी फील्ड लिस्ट होती है। उसके बाद आप देख सकते हो ये प्लस माइनस के बटन। ये प्लस माइनस है क्या? प्लस का मतलब होता है एक्सपैंड, कोई चीज़ बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए, विच इज़ योर एक्सपैंड। एंड माइनस का मतलब होता है कम होती जाए कम होती जाए कम होती जाए, दैट इज़ योर कोलैप्स। तो यहाँ पर आपका प्लस और माइनस कैसे आप देख सकते हैं। मैंने प्रोडक्ट नेम यहाँ पे ले लिया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस है। अगर मैं इस माइनस पे क्लिक करती हुई जाती हूँ तो ये कोलैप्स हो रहा है। कोलैप्स होकर सिर्फ बैंगलोर का टोटल दिखा रहा है, चेन्नई का दिखा रहा है, दिल्ली का दिखा रहा है, मुंबई का दिखा रहा है। लेकिन मुझे इसमें के अंदर ही और चीज़ें जाननी है। मान लो मैं इसके अंदर ही और चीज़ें रख देती हूँ, इसके अंदर ही और चीज़ें जाननी है। तो आपने इस पर क्लिक किया, फिर उसके बाद ये दोनों खुल के आ गए। मान लो मैं इसको भी देखती, सिर्फ इन दोनों क्या है, कंप्यूटर का टोटल, लैपटॉप का टोटल। हाँ देख सकते हो, लेकिन कंप्यूटर के अंदर भी मेल फीमेल ने कितना खरीदा ये आया, लैपटॉप के अंदर भी ये कितना खरीदा तो ये आया। तो प्लस से क्या होता है, एक्सपैंड होती है, कोई चीज़ खुलती हुई जाती है। एंड माइनस से क्या होती है, कोई चीज़ बंद होती हुई जाती है। अब मान लीजिए आप इस रिपोर्ट को यहीं पे ही रोक देना चाहते हो, ये प्लस साइन के हटाना चाहते हो, तो आप यहाँ से इसे हटा देंगे तो ये डेटा यहीं की यहीं रुक गया। कोई और पर्सन कुछ और ओपन करके नहीं देख पाएगा। जैसे ही उसको ओपन करना होगा, उसको फिर लिस्ट में जाकर यहाँ पर आपके बटन्स को ऑन करना पड़ेगा, तब जाके वो चेक कर सकता है। अगर मान लीजिए आप अपने डेटा को सिर्फ इतना ही दिखाना चाहते हैं, आप यहाँ से बटन्स ऑफ कर दो, आप अपने डेटा को इतना ही दिखा सकते हो। ये लाइन्स आपको डिपिक्ट कर रही है कि डेटा अभी और भी है, आप अपने बटन्स को ऑन करके और भी डेटा देख सकते हैं। बिकॉज जैसे ही मैं यहाँ सर देखो, ये मैं ये दोनों डेटा हटा देती हूँ तो इसकी लाइन्स चेंज हो जाती है। ये लाइन्स क्यों आई थी, ये लाइन्स ये आपको डिपिक्ट कर रही थी कि इसके अंदर अभी भी कुछ ना कुछ डेटा लिखा हुआ है जिसे आप एक्सपैंड करके देख सकते हैं। तो दैट इज़ योर आपका प्लस माइनस वाला बटन, जिसे आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। उसके बाद आता है फील्ड हेडर्स। यहाँ पर तो सम ऑफ अमाउंट है, अमाउंट का सम आ रहा है, जो भी इसने टोटल किया है वो आ रहा है। लेकिन यहाँ देख सकते हो रो लेबल लिख के आ रहा है। तो आप फील्ड हेडर्स पे क्लिक करते हो तो इस तरीके से जो हेडर है, हेडर क्या होता है किसी चीज़ की, हेडिंग को बोलते हैं हेडर। तो यहाँ पर आप उस हेडर को हटा सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो वो आ जाएगा। अगर आप इस पर कुछ और लिखना चाहते हो, डबल क्लिक करके आप इसके अंदर कुछ और भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पर प्रोडक्ट लिख देती हूँ या सिटी वाइज लिख देती हूँ। सिटी लिख दिया मैंने तो ये सिटी लिखा, तो यहाँ पर सिटी लिखा गया है। तो जब भी आपको एडिट करना है, देखो अगर मान लो मैंने फील्ड हेडर्स ऑफ कर दिए, उसके बाद मैं कुछ एडिट करना चाहूँ ना, मैं नहीं कर पाऊँगी, ठीक है, क्योंकि मैंने उसमें ऑप्शन ये दे दिया कि मेरे को हेडर चाहिए ही नहीं। मैं इसमें लिख भी तभी पाऊँगी जब मेरे फील्ड हेडर्स ऑन होंगे। मैं इस पर डबल क्लिक करूँगी तो यहाँ पर मेरा कर्सर अंदर चला जाएगा और उसके बाद मैं इसमें कुछ भी एडिट कर सकती हूँ। तो ये हमने बेसिक चीज़ सीखी, हमारे पिवट के बारे में बहुत बेसिक सीखा है कि किस तरीके से मैं पिवट बना सकती हूँ। मैंने एक छोटी सी रिपोर्ट बना के तैयार कर ली है। इसके अलावा फिर मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि किस तरीके से आपको अपनी हर एक टेबल को नेम देना चाहिए। एंड उसके बाद हम ये जानेंगे कि क्यों ये काम करना चाहिए। थोड़ा सा मतलब कोई भी चीज़ में अगर हमें लॉजिक पता लग जाए कि कोई काम हम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो वो उसको काम को करना आसान हो जाता है, राइट। हाँ, तो चलिए देखिए, हम लोगों के पास जितनी भी पिवट टेबल होती है ना, देखो मैंने बाहर क्लिक कर दिया। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ना, इस पर क्लिक करने के बाद होता ये है कि आपके पास पिवट टेबल एनालाइज पे आप जाएंगे तो यहाँ पे बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट में देखेंगे पिवट टेबल नेम से एक ऑप्शन आता है विच इज़ पिवट टेबल 6।
पिवट टेबल 6। तो अगर जैसे मैंने टेबल में भी समझाया था कि टेबल को नेम देना क्यों ज़रूरी है, वैसे ही यहाँ पे भी नेम देना बहुत ज़रूरी है। एंड यहाँ पर जब आप नेम दें तो मेक श्योर कीजिए कि नेम के अंदर कोई स्पेस ना हो, अगर स्पेस है तो वो नेम नहीं लेगा। आपने ये सिटी वाइज बना रखी है, एक सेकेंड, यहाँ पे डबल टैप करके जाओ अंदर एंड अब लिखना शुरू करो। सिटी वाइज बना रखा है तो मैंने सिटी रिपोर्ट लिख दिया, बट मैंने स्पेस दूंगी तो नहीं लिखा जाएगा, मैंने सिटी रिपोर्ट लिख दिया एंड मैंने एंटर कर दिया। तो ये यहाँ पे नेम आ गया है, सिटी रिपोर्ट के नेम से आ गया है। ये हमने क्यों बनाया कि मान लीजिए हम एक ही शीट में आगे चलकर तो बनाएंगे ही डेफिनेटली। अब मान लीजिए एक ही शीट के अंदर हम बहुत सारी पिवट्स बना रहे हैं, तो ऐसे केस में बहुत सारी पिवट्स बना रहे हैं, ऐसे केस में होगा ये कि आपको समझ नहीं आएगा कौन सी चीज़ कहाँ से एक्सट्रैक्ट की है, कौन से पिवट किस चीज़ से बिलोंग करती है, आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर आपने वो नेम दे दिया है तो आपको डायरेक्टली दिख जाएगा कि ये तो आपकी सिटी की रिपोर्ट है, या आपकी प्रोडक्ट नेम की रिपोर्ट है, या आपकी जेंडर की रिपोर्ट है, या आपकी डिस्काउंट की रिपोर्ट है। आप बहुत सारी रिपोर्ट्स बना सकते हो, आप कुछ भी देख सकते हो, ठीक है। तो इसलिए हम नेम देते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगी, जैसा कि मैंने आपको बोला कि बहुत सारी पिवट बना सकते हैं, तो चलें फिर बहुत सारी पिवट बना के भी देख लेते हैं। तो बहुत सारी पिवट बनाने का मतलब है कि हम एक और पिवट यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो एक तो आपका नॉर्मल तरीका है, विच इज़ नॉर्मल थिंग, कि आप कंट्रोल सी करेंगे एंड कहीं पे भी जाके कंट्रोल वी करेंगे, तो ये आपकी एक और पिवट बन के आ गई है। अब ये एक और पिवट है या वही पिवट है, ये जानने का बहुत अच्छा तरीका है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, आपके पास पिवट टेबल एनालाइज आ रहा है, आप यहाँ से फिल लिस्ट ऑन कर लीजिए। आपके पास ये फील्ड आ रही है, इसके अंदर सिटी है, सम ऑफ अमाउंट है, ठीक है, और इसका नाम सिटी रिपोर्ट है। लेकिन जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके पास यहाँ पे भी सिटी एंड अमाउंट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे पिवट टेबल 7 आ रहा है, विच इज़ अ डिफरेंट पिवट। आप यहाँ पे चाहें तो प्रोडक्ट नेम कर सकते हैं एंड सिटी को हटा सकते हैं। अब देखें, आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ नीचे सिटी है, आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ नीचे प्रोडक्ट नेम है। आप बाहर क्लिक करते हो तो ये फिल लिस्ट चली जाती है, इस पर क्लिक करोगे तो फिल लिस्ट आ जाएगी, बाहर क्लिक कर रहे हो जा रही है, इस पर क्लिक कर रहे हो आ जा रही है, ठीक है। तो इससे आपको ये चीज़ पता लग जाती है कि आपने एक और पिवट बना लिया है। एक तो ये नॉर्मल तरीका था कि हमने कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी करके हमारी एक पिवट बना ली है। एक तरीका आपके पास और आता है, आपने इस डेटा को सेलेक्ट किया, कंट्रोल को होल्ड रखा, तो आपका जो कर्सर है देखो ये प्लस वाला चेंज हो गया है, आप इसको उठाकर यहाँ पर लेकर आएंगे तो यहाँ पर एक और पिवट बन जाएगा। अब आप देख सकते हो इस पर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे पिवट टेबल 8 लिख कर आ रहा है। नहीं, यहाँ पर ये सीखा कि कैसे हम मल्टीपल पिवट कर सकते हैं एंड यहीं पे हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें और भी ऑप्शन एक्सप्लोर करनी है, तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगी, राइट क्लिक करूँगी एंड डिलीट पिवट टेबल कर दूँगी, एंड मैं इसे सेलेक्ट करूँगी, राइट क्लिक करूँगी एंड डिलीट पिवट टेबल कर दूँगी। चलें अब हम पिवट टेबल एनालाइज के और भी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करके देखते हैं। तो हम लोगों को पिवट टेबल एनालाइज वाले कुछ ऑप्शंस एक्सप्लोर करनी है। सबसे पहले आपने पिवट टेबल नेम देख ही लिया है। ऑप्शंस का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, जैसे ऑप्शंस पे यहाँ पर आपके पास पूरी की पूरी सेटिंग्स आ जाती हैं। सेटिंग्स हम अभी नहीं करेंगे बिकॉज वो बेसिक्स में नहीं आएगा, तो अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे सेटिंग के मामले में। एंड उसके बाद एक ऑप्शन आता है शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, इसके बारे में भी हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। उसके बाद आपके पास आता है एक्टिव फील्ड। एक्टिव फील्ड क्या कहता है, मतलब आपने जो भी क्लिक किया होगा ना वो यहाँ पे दिखा देगा। मैंने इस पर क्लिक किया है तो सम ऑफ अमाउंट आ गया, इस पर क्लिक किया है तो सिटी आ गया, मतलब कौन सी फील्ड आपकी ओपन है वो आपको यहाँ एक्टिव फील्ड में लिख कर आता है। फील्ड सेटिंग मैंने वही कहा, सेटिंग्स हम बाद में करेंगे। एक्सपैंड फील्ड, एक्सपैंड फील्ड का मतलब क्या है कि मान लीजिए मैंने इस पर क्लिक किया और मैं इसमें कुछ भी चीज़ ऐड करना चाहती हूँ, इसमें एक्सपैंड करना चाहती हूँ, तो मैं इसमें एक्सपैंड कर सकती हूँ ना होगा, बस इसे क्लिक करना होगा। जैसे मैं इसमें प्रोडक्ट नेम भी ऐड करना चाहती हूँ तो मैंने ऐड कर दिया। जो काम आप यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते थे उसके लिए यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं। बहुत सारे काम ऐसे होंगे जो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए ऑप्शंस भी अवेलेबल है, लेकिन हम लोग उन्हें डायरेक्टली करेंगे। कोलैप्स करना है तो कोलैप्स भी कर सकते हैं, सेम काम है जो कि हम यहाँ डायरेक्टली कर रहे थे, जो मैं आपको करा चुकी हूँ। उसके बाद मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, मान लीजिए आपने यहाँ पे क्लिक किया और ये ऑप्शन आता है शो डिटेल। ये क्या करता है, आपके पास पूरे डेटा की डिटेल दे देता है कि ये जो पूरा डेटा आपने एक्सट्रैक्ट किया है उसकी डिटेल क्या है। तो जैसे ही आप शो डिटेल पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक और टेबल बन के आ जाती है। एंड देखो इसके अंदर हमें बताया डिटेल्स ऑफ सम ऑफ अमाउंट सिटी बेंगलोर, क्योंकि मैंने बैंगलोर वाले पे क्लिक किया था। आप देखेंगे मैंने बैंगलोर पे क्लिक किया था तो उसने उसकी डिटेल बता दी। तो किसी भी चीज़ की अगर आप डिटेल जानना चाहते हो तो आप डायरेक्टली आप उस वैल्यू पे जाएं और आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ शो डिटेल करना है तो वो डिटेल में आ जाएगा। यहाँ पे उसने डिटेल बताया, एक एक पार्टी के बारे में बताया कि ये पार्टीज़ हैं, इन्होंने आपके ये प्रोडक्ट खरीदे हैं, इस सिटी से बिलोंग करते हैं, जस्ट बिकॉज वो सिटी वाइज था, ये मेल फीमेल है और ये आपका अमाउंट है। ठीक है, मैं अभी के लिए वापस से अपने पिवट पे जाती हूँ। अगर मान लीजिए मैं यहाँ चेन्नई पे क्लिक करती और उसके बाद शो डिटेल करना चाहती तो ये मुझे उसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन दे देगा। आप वैल्यू पे क्लिक करें,
वैल्यू पे क्लिक करें और उसके बाद जैसे मैंने क्लिक किया तो इसने मुंबई के अकॉर्डिंग देखो आपको अब शीट दे दी है कि मुंबई में ये पार्टीज थी, इन्होंने प्रोडक्ट इतना लिया था, ये सीटें सारी मुंबई आ गई है, जेंडर आपके पास यहाँ आ गया। तो जब भी आपको कभी कुछ ऐसा लगे कि मुझे इस अमाउंट का पूरा डिटेल जानना है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे हम लोग पार्टी नेम लेकर नहीं चल रहे हैं, हम लोग तो सिंपल से प्रोडक्ट नेम, सिटी, जेंडर ये सब लेके चल रहे हैं। तो अगर आपको और भी डीप डाइव करना है, लेकिन सभी का नहीं करना, अभी आप सभी पार्टी नेम का कर लोगे तो वापस से सभी का आ जाएगा, किसी पर्टिकुलर चीज़ का करना है तो आप वहाँ पे जाकर आप उस पर डिटेल शो डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सारी की सारी डिटेल शो हो जाएंगी। उसके बाद आपके पास आपको मैंने एक्सपैंड फील्ड एंड कोलैप्स फील्ड करा ही दिया है। ग्रुप सिलेक्शन, ग्रुप अनग्रुप करने की बात यहाँ पे आती है। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी चीज़ करी है तो आप इसे ग्रुप करना चाहते हैं तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे एंड ग्रुप सिलेक्शन में इसे ग्रुप का नेम दे देंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई नाम देना चाहते हैं ग्रुप का, आप इसे प्रोडक्ट नेम वाला ग्रुप देना चाहते हैं तो आप इस पर प्रोडक्ट नेम का आपने ग्रुप बना दिया तो हर जगह एक ग्रुप बन के आ गया है। आप इसे अनग्रुप करना चाहते हैं तो आप इसे अनग्रुप कर दीजिए तो वो चला जाएगा। दैट इज़ योर दिस। तो यहाँ पर हम लोगों ने अनग्रुप को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, हम इसको हटा देते हैं, अनग्रुप कर देते हैं। हमें जो डेटा जैसा चाहिए था वैसा आ गया। मैंने प्रोडक्ट नेम भी हटा दिया है, नॉर्मल हमारी पिवट वापस आ गई है। इसके बाद आपके पास स्लाइसर और टाइमलाइन का ऑप्शन आता है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। उससे पहले हम लोग सोचेंगे, मतलब करेंगे, सॉरी, विच इज़ रिफ्रेश। रिफ्रेश क्या होता है? जैसे मान लीजिए अभी आपका ये डेटा है, ठीक है, ये डेटा कहाँ से बना है? मेन शॉर्ट डेटा से बना है। मैं यहाँ से सारी अमाउंट्स को डिलीट कर देती हूँ तो सारी ज़ीरो ज़ीरो, नहीं सारी अमाउंट डिलीट नहीं। अभी के लिए सबसे पहले काम करें, आप अपना पहले पिवट चेक करें क्या डिटेल है। बैंगलोर का 1 लाख मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 1281655। ठीक है, मैंने ये अमाउंट यहाँ लिख दिया। अब मैं वहाँ पे मेन में जाकर बैंगलोर के अंदर सिर्फ बैंगलोर वाले में कुछ चेंजेस कर देती हूँ। यहाँ पे मैं इसे ज़ीरो करती हूँ, इसे ज़ीरो करती हूँ, इसे ज़ीरो करती हूँ। तो देखो चेंजेस तो आने चाहिए, बिकॉज कोई बैंगलोर की 3 अमाउंट मैंने ज़ीरो ज़ीरो कर दिया तो उसके अंदर चेंजेस आने चाहिए। तो अब जाके हम पिवट में चेक करते हैं, पिवट तो चेंज हुआ ही नहीं। तो मैम ये तो गड़बड़ है। नहीं, पिवट चेंज होता है लेकिन वो डायरेक्टली चेंज नहीं होता। आपको इस पर क्लिक करना होगा, पिवट टेबल एनालाइज पे जाना होगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा। रिफ्रेश ऑल कर दो, देखो ये अमाउंट चेंज हो चुका है। ये क्या अमाउंट था और ये क्या अमाउंट है? तो ये अमाउंट क्यों चेंज हुआ? क्योंकि मैंने 3 वैल्यूज़ चेंज कर दी हैं। अगर मान लीजिए मैं वापस से अपने डेटा में जाती हूँ एंड यहाँ पे कुछ भी रैंडम अमाउंट लिख देती हूँ, ये मैंने लिख दी हैं अमाउंट्स। ठीक है, ये मैंने 3 अमाउंट्स लिख दिया है। अब मैं अपने पिवट में आती हूँ, ये फिर चेंज नहीं हुआ। मुझे क्या करना है, कहीं पे भी क्लिक करके पिवट टेबल एनालाइज पे जाके रिफ्रेश ऑल करना है। तो ये रिफ्रेश हो गया और देखो ये अमाउंट चेंज हो गई है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे रिफ्रेश का इस्तेमाल करते हैं कि मान लीजिए आपके डेटा के अंदर अगर आपने कोई भी बाद में चेंजेस किए हैं तो आप यहाँ पर आकर उसे रिफ्रेश कर सकते हैं, आपके डेटा के अंदर चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखें, पिवट को बनाते वक्त हम लोगों ने एक डेटा रेंज चूज़ किया है। अगर मैं वहाँ पे जाती हूँ, मेन डेटा के अंदर जाती हूँ एंड यहाँ पर जाकर एक और, जैसे मैं अकाउंट्स एक्सपर्ट एंड यहाँ पर अकाउंट्स एक्सपर्ट में भी कंप्यूटर आया है एंड हम हरियाणा बेस्ड हैं तो हम हरियाणा लिख देते हैं एंड फीमेल लिखा एंड हम लोगों ने यहाँ पर इतने के एक कंप्यूटर ख़रीदा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसे भी HBA कर लिया। अब मैं वहाँ पे पिवट में जाती हूँ एंड पिवट में जाने के बाद मैं रिफ़्रेश करती हूँ, पिवट टेबल एनालाइज में जाकर रिफ़्रेश ऑल किया तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हुए। क्यों? क्योंकि हमने रेंज उतनी ली है। रेंज के बाहर अगर कोई भी चेंजेस कर रहे हो, रेंज के बाहर ही मैंने अब उसको एक रो और ऐड कर दिया है तो वो चेंजेस आपके पिवट में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। अगर मैं यही काम क्या करती, इस डेटा को मैं सेलेक्ट करती हूँ, एक काम करती हूँ, मैंने इसे सेलेक्ट किया, शिफ्ट से मैंने होल्ड किया एंड मैं इसे ले जाती हूँ, एक सेकेंड, चलो इसे कॉपी किया और मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ एंड यहाँ से मैं इसे डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, अब मैं अपने पिवट में जाती हूँ एंड यहाँ पर अभी तक तो कुछ भी चेंजेस नहीं हुए, मैं जाकर इसे रिफ़्रेश कर देती हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद देखो हरियाणा के नाम से एक और ये आ गया है। अगर मैं इसकी डिटेल की बात करूँ तो शो डिटेल में जाऊँगी तो देखो अकाउंट्स एक्सपर्ट का ये मुझे दिखा रहा है, अकाउंट्स एक्सपर्ट कंप्यूटर लिया है, हरियाणा फीमेल एंड इतना सब कुछ है। तो आप देख सकते हैं, मैं डिटेल से एक बार डिलीट कर देती हूँ सो दैट आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो। एंड इस तरीके से क्यों हुआ? क्योंकि अब आपने टेबल रेंज के अंदर ही कोई चेंज किया है। टेबल रेंज के अंदर कोई भी चेंज होते ही ये सारे चेंजेस यहाँ रिफ्लेक्ट कर देगा, लेकिन टेबल चेंज के बाहर अगर कोई चेंज हुआ है, टेबल रेंज के बाहर कोई चेंज हुआ है तो वो चेंजेस आपके रिफ्लेक्ट यहाँ पे नहीं होंगे। हाँ,
अब आपको मैं कह रही हूँ कि रिस्ट्रिक्शन लग गई है आपके ऊपर टेबल रेंज की वजह से, तो इन एनी केस अगर आप चाहते हैं कि मैं टेबल रेंज ही चेंज कर दूँ तो आप वो भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे चेंज डेटा सोर्स कर सकते हैं। आपने ये जो डेटा लिया है, आपने ये जो डेटा ले रखा है, यहाँ पे आपने एक रेंज दे रखी है। अब आप एक काम कर सकते हैं, अपनी रेंज को थोड़ा सा आगे और पुश कर सकते हैं। आप यहाँ तक पुश कर लीजिए एंड यहाँ पे आप इसे ओके कर दीजिए। अब आपकी रेंज पुश हो चुकी है, तो यहाँ पे ब्लैंक सेल्स जो भी थे, क्योंकि आप डेटा आपने यहाँ तक चूज़ किया हुआ है नीचे तक, तो यहाँ पे जो ब्लैंक सेल्स थे वो भी आ गए। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे एक और वर्ड ऐड कर देती हूँ, पीटीएस कैट एक्सपर्ट उन्होंने हमसे लैपटॉप लिया है एंड वही हरियाणा से हम इन्हें कर देते हैं, मेल कर देते हैं एंड यहाँ पर भी कोई एक अमाउंट लिख देते हैं। हमने ये अमाउंट लिख दिया। अब हम अपने पिवट टेबल के अंदर जाएंगे, पिवट टेबल के अंदर देखेंगे, अभी तक तो वो नाम आया नहीं है, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। हरियाणा की भी सेम वैल्यू है, हम इसे रिफ्रेश ऑल कर देते हैं तो देखिए हरियाणा की वैल्यू चेंज हो चुकी है। अब मैं हरियाणा पे जाकर शो डिटेल्स करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 2 एंट्रीज नज़र आती है, विच इज़ अकाउंट्स एक्सपर्ट एंड पीटीएस कैट एक्सपर्ट। ओके तो इस तरीके से हम कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे पास और डेटा आ गया है, मुझे और डेटा ऐड करना है, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने डेटा में जाना है, पिवट टेबल एनालाइज में जाना है एंड चेंज डेटा सोर्स कर लेना है। अब मैं भी अपना थोड़ा सा डेटा सोर्स चेंज कर लेती हूँ। यहाँ पर जो ये यहाँ तक सिलेक्शन है, मैं इसका सिलेक्शन सिर्फ यहाँ तक ही रखती हूँ जहाँ तक हम लोग अभी तक काम कर रहे थे, यहाँ तक काम कर रहे थे, राइट। मैंने इसे ओके कर दिया है, तो अब आप देखेंगे कि वो चला गया है और आपका अमाउंट पहले जैसा वापस आ गया है। तो इस तरीके से हम लोग सारी चीज़ें करते हैं। यहाँ पर पिवट टेबल एनालाइज पे मैंने आपको जो ऑप्शंस बताने थे, यहाँ पर रिफ्रेश और चेंज डेटा सोर्स में आपको बता चुकी हूँ। अगर मान लीजिए कोई चीज़ आप क्लियर करना चाहते हो, मूव करना चाहते हो, सेलेक्ट करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। जैसे मैंने ये इस पर क्लिक किया तो आप इंटायर टेबल सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो एंड टेबल सेलेक्शन करना चाहते हो तो जितनी भी सिलेक्शन है आप यहाँ से डायरेक्टली कर लें। यहाँ पर इसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है कि आप इस पर क्लिक करें, उसके बाद आप सिलेक्शन पे जाकर वैल्यूज़ लेबल्स वगैरह ये लें, तो उसका कोई मतलब नहीं है। कोई चीज़ क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लियर ऑल करें ताकि क्लियर हो गया, या फिर सेलेक्टेड क्लियर फिल्टर्स, हमने फ़िल्टर्स क्लियर कर दिए, तो ये करने की नीड नहीं है। आप जितनी भी चीज़ क्लियर करनी है आप डायरेक्टली आप यहाँ से डिलीट कर सकते, यहाँ से डिलीट नहीं कर पाएंगे। आपको सीधा के सीधा आपने यहाँ पे ऐसे कर देना, वो चीज़ वैसे भी चली जाएगी, ठीक है। आपको इतना करने की नीड नहीं है। लेकिन अगर आपको है कुछ पर्टिकुलर चीज़ को डिलीट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद फील्ड आइटम्स एंड सेट्स, ये हम लोग बहुत ही डिटेल में अभी आगे करने वाले हैं, इसको अभी नहीं करेंगे। अभी के लिए हम लोगों ने पिवट टेबल एनालाइज में इतना कुछ कर लिया है। चलें अब हम आगे स्लाइसर के बारे में बात करते हैं। स्लाइसर एंड टाइमलाइन दोनों एक साथ सीखने वाले हैं। देखिए स्लाइसर को हम लोग तो वैसे भी अपनी टेबल के टाइम पे भी पढ़ चुके हैं, तो स्लाइसर बिल्कुल वैसे ही काम करता है। स्लाइसर क्या होता है कि मान लीजिए आपने यहाँ पे पिवट टेबल पे क्लिक किया, पिवट टेबल एनालाइज पे गए और स्लाइसर को ऐड किया, तो जितनी भी आपके पास यहाँ हेडिंग होगी वो यहाँ पर नज़र आएगी कि आप स्लाइसर किसका दिखाना चाहते हो। बेसिकली जो चीज़ फिल्टर के लिए ना कि आप किसको फ़िल्टर आउट करना चाहते हो, किसके बेसिस पे आप दिखाना चाहते हो, तो ठीक वैसे ही स्लाइसर का है कि आप किसके बेसिस पे दिखाना चाहते हो। सिटी यहाँ पे ऑलरेडी है तो यहाँ पर सिटी नहीं लेंगे। यहाँ पे मान लो जे मैंने जेंडर लिया एंड ओके कर दिया, तो यहाँ पर मेरे पास एक स्लाइसर बन के आ गया है। एंड स्लाइसर को अभी मेरे को इसका जो है साइज़ थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, तो मैं इसका जूम इन कर देती हूँ एंड इसके साइज़ को थोड़ा सा एडजस्ट करके यहाँ पे कर देती हूँ। अब देखिए मैंने आपको बोला था इंसर्ट टैब किस तरीके से काम करता है। इंसर्ट टैब इस तरीके से काम करता है कि आप कुछ भी इंसर्ट करेंगे तो आप इंसर्ट में जाकर कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। आप उस चीज़ पे क्लिक करेंगे और उसके लिए एक नया टैब बन के आएगा और उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर भी जो टैब बन के आया है वो स्लाइसर का टैब बन के आया है। यहाँ पर अभी जेंडर के बेसिस पे है तो जेंडर दिख गया। स्लाइसर की कोई सेटिंग ऑन करनी है तो आप स्लाइसर की यहाँ से सेटिंग डायरेक्टली यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, या फिर ये सारी भी ऑप्शन यहाँ पे भी गिवन होते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। रिपोर्ट कनेक्शन क्या होता है, ये चीज़ हम डैशबोर्ड बनाते वक्त ज़्यादा समझेंगे या फिर हम आगे समझेंगे। इसके अलावा हम लोग फिलहाल के लिए ये देखते हैं, अगर हम मान लीजिए कलर चेंज करना चाहते हैं तो हम इस तरीके से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए सिलेक्शन पेन क्या होता है कि आप बहुत सारे यहाँ पे स्लाइसर्स हैं और यहाँ पे किसी और को अलग करना चाहते हैं, किसी और को दिखाना चाहते हैं, तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी के लिए आप नॉर्मल एक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं स्लाइसर की। इसका जो डिटेल में हमारा यूसेज है वो हमारे मेन डेटा एंड डैशबोर्ड में आ जाएगा, तो उसमें घबराने की नीड नहीं है कि हमें और चेंजेस जाननी है, आप जान जाएंगे। आपने यहाँ फीमेल पे क्लिक किया तो देखो फीमेल का डेटा आ गया, मेल पे क्लिक किया मेल का डेटा आ गया।
दोनों का डेटा चाहिए तो आप यहाँ से फ़िल्टर को क्रॉस कर सकते हो। जस्ट बिकॉज़ डेटा ही ये दोनों का है तो आप इसे क्रॉस करोगे तो पूरे फ़िल्टर हट जाएँगे। लेकिन अगर आपको मल्टीपल सिलेक्शन करनी होती तो अब आपके पास ये भी आता है कि स्लाइसर और ऐड करनी है तो कर सकते हैं। एक और स्लाइसर ऐड कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट नेम का एक स्लाइसर ऐड किया और यहाँ पे ये ऐड हो गया है। मैं इसे यहाँ पर अटैच कर देती हूँ एंड यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ आ गई हैं। मैं इसका कलर ग्रीन कर देती हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे कंप्यूटर और लैपटॉप को दोनों को सेलेक्ट करना है तो मैं सबसे पहले ये मल्टी सेलेक्ट वाले को ऑप्शन को ऑन कर दूंगी। तो देखिए ये ऑन हो गया। अब मैं जिसको सेलेक्ट करती जाऊंगी उसका सिलेक्शन हो गया है। तो ये मुझे इसका सिलेक्शन दिखा रहा है। मुझे कंप्यूटर का सिलेक्शन देखना है, मुझे लैपटॉप का देखना है, स्पीकर का नहीं देखना। तो कंप्यूटर और लैपटॉप ये दोनों सेलेक्ट हो गए हैं। मान लीजिए मुझे सिर्फ कंप्यूटर का देखना है तो आप देख सकते हैं, आप यहाँ से फीमेल का कंप्यूटर का ये चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप स्लाइसर का जिस तरीके से फ़िल्टर का यूज़ होता है ना, ठीक वैसे ही आप स्लाइसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या इस्तेमाल किया कि आपने मान लीजिए मैंने क्रॉस कर दिया तो ये तीनों आ गए। फीमेल ने टोटल इतना परचेज़ किया है, लेकिन फीमेल ने कंप्यूटर कितना परचेज़ किया है ये आपको यहाँ से पता लगेगा। फीमेल, एक सेकेंड, हाँ, फीमेल ने कंप्यूटर कितना परचेज़ किया है वो आपको यहाँ से पता लग, एक सेकेंड, यहाँ से पता लगेगा। लैपटॉप कितना परचेज़ किया है वो आपको यहाँ से पता लगेगा। लेकिन अभी आपका कंप्यूटर और लैपटॉप दोनों की सिलेक्शन है क्योंकि आपने इसको ओपन किया हुआ है तो आप इसको हटा दीजिए तो यहाँ पे आपको पता लगेगा। यहाँ पे मेल का सिलेक्शन है, जहाँ पे मेल का सिलेक्शन है एंड उसके बाद स्पीकर्स आ गया। यहाँ फीमेल का जाना है तो आप फीमेल पे क्लिक करें तो उसके बाद फीमेल का आप सिलेक्शन, जो दूसरा कलर होता है ना वो वाले सिलेक्शन होती है। ठीक है, अगर हमें समझ नहीं आ रहा होता कि क्या चीज़ दिख रही है तो हम यहाँ पे शो डिटेल्स में जाके चेक कर सकते हैं कि ये किसका है। मेल का डेटा था, वो फीमेल का डेटा नहीं था। हम देख सकते हैं ये मेल का डेटा है। जो भी ऑरेंज कलर में दिख रहा है वो सिलेक्शन है, इसका मतलब मेल का डेटा है। और स्पीकर्स शो कर रही हैं तो जो भी कलर्ड डेटा होता है वो सिलेक्शन है। स्पीकर का सिलेक्शन है, मेल का सिलेक्शन है, फीमेल का सिलेक्शन है, कंप्यूटर का सिलेक्शन है। मल्टीपल सिलेक्शन करने हैं तो यहाँ कंप्यूटर और लैपटॉप का सिलेक्शन है, फीमेल का सिलेक्शन है। ठीक है, चेक करना है वही पिवट टेबल एनालाइज पे जाके शो डिटेल में जाके चेक कर सकते हैं, हाँ मैंने डेटा सही किया है। उसके बाद आप इसे डिलीट कर सकते हैं। इसका कोई रिलेवेंस अभी बचा नहीं है, मुझे जो ये डिटेल्स देखनी नहीं है तो मैं इन्हें डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, मुझे ये भी नहीं देखना तो मैंने इसे डिलीट कर दिया। तो हमने यहाँ से अपनी सारी जो जितनी भी डिटेल्स थी उसे डिलीट कर दिया है। इस तरीके से आपके स्लाइसर काम करते हैं। ओके, आपको मल्टीपल सिलेक्शन, सिंगल सिलेक्शन और इस तरीके की सारी चीज़ें समझ आई। अब बात आती है टाइमलाइन की। तो टाइमलाइन क्या क्या नाम बोल रहा है? टाइमलाइन, टाइमलाइन। तो टाइमलाइन तब आप सीख सकते हैं जब कोई डेटा के अंदर टाइम हो। और हम देख सकते हैं हमारे डेटा के अंदर अभी कोई टाइम नहीं है, टाइमलाइन हम यहाँ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अभी हम लोग एक काम करते हैं, उसे हम अपने मेन डेटा के लिए रखते हैं ताकि हम टाइमलाइन को भी पढ़ सकें। इतने हम लोग क्या कर लेते हैं, अपना डिज़ाइन टैब करते हैं। तो चले अभी हम लोगों ने स्लाइसर कंप्लीट कर लिया है, एक डिज़ाइन टैब और कंप्लीट कर लेते हैं। स्लाइसर देख लिया, अब एक काम करते हैं डिज़ाइन टैब देख लेते हैं, बिकॉज इसके बाद के ये वाले जितने भी ऑप्शंस हैं वो फिर आपके एडवांस में चले जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जो देखने वाले हैं वो अभी के लिए डिज़ाइन टैब देखने वाले हैं। डिज़ाइन टैब मैंने आपको पहले ही बोला था कि किसी भी टेबल की डिज़ाइनिंग के लिए होगा। तो सबसे पहले काम करते मैं इनको हटा देती हूँ, मैं यहाँ पे इन्हें डिलीट कर देती हूँ जितने भी स्लाइसर्स हैं, सो दैट आपके पास यहाँ पे स्पेस हो जाए और आप उसे आराम से देख पाएँ। तो मैंने इसे डिलीट कर दिया है, इसे भी हम डिलीट कर देते हैं। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ, आपको यहाँ पे टेबल नज़र आ रही है। अब इसके अंदर कुछ भी चेंजेस करने हो, कोई भी कलर वगैरह चेंज करना हो तो आपको डिज़ाइन टैब में जाना होगा। तो सबसे पहले से शुरू करते हैं। एक काम करती हूँ, मैं इसमें एक और फील्ड को ऐड कर लेती हूँ। मैं इसे यहाँ से प्रोडक्ट नेम और ले लेते हैं एंड इसको हम लोग, एक बात मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड के लिए, मैं एक बार के लिए आपको बस यहाँ टोटल करवाना चाहती हूँ एंड देन हम लोग जाएंगे। देखिए अभी के लिए आपको यहाँ पे टोटल नज़र आ रहे होंगे मैंने क्या टेबल बनाई है। ये कैसे बनाएंगे ये अभी आपको बताया जाएगा, लेकिन आप पहले ये समझे कि यहाँ पर आपके पास सिटी है और उसके अंदर के आपके पास दो चीज़ें और आती हैं, विच इज़ योर प्रोडक्ट नेम। तो अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे सब टोटल नहीं चाहिए, सब टोटल मतलब बैंगलोर का टोटल अलग से, जैसे दिल्ली का टोटल, हरियाणा का टोटल अलग से आ रहा है, मुंबई का टोटल अलग से आ रहा है एंड देन ग्रैंड टोटल आ रहा है। तो अगर आप सब टोटल शो नहीं करना चाहते तो आप इन्हें हटा दीजिए। तो देखिए इनके जो टोटल्स थे वो हट चुके हैं। अगर आप उन्हें दिखाना तो चाहते हैं लेकिन बॉटम में दिखाना चाहते हैं तो आप बॉटम में दिखा सकते हैं, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी टॉप टोटल होते हैं वो टॉप में आते हैं। तो अगर मान लीजिए आप यहाँ पे टॉप वाला सिलेक्शन कर लेते हैं, ओके कभी कभी ये वर्क नहीं करता है तो अभी के लिए ये वर्क नहीं कर रहा है, अदरवाइज़ वो टोटल जो है आपका वो टॉप पे चला जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, एक बार के लिए वापस से करके देखें, इट्स ओके। ये हम ऑफ़ करेंगे और उसके बाद टॉप पे लगाएंगे तो मे बी टॉप पे लग जाएगा।
कोई बात नहीं लग रहा है, तो आप इस तरीके से आप लगा सकते हैं जितने भी सब टोटल होते हैं। अब मैं सब टोटल्स को हटा देती हूँ, मुझे सब टोटल नहीं चाहिए। उसके बाद आपके पास आता है ग्रैंड टोटल। अगर आपको ग्रैंड टोटल भी नहीं चाहिए, सॉरी, अगर आपको ग्रैंड टोटल ऑफ करना है रोज़ एंड कॉलम्स के लिए तो आप इसे कर सकते हैं, लेकिन मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट नेम को इधर कर देती हूँ। अब आप देख सकते हो कुछ टोटल यहाँ पे भी आ रहे हैं और कुछ टोटल यहाँ पे भी आ रहे हैं। ये वाले आपके कॉलम वाले टोटल हैं और ये आपके रोज़ वाले टोटल हैं। तो अगर मान लीजिए आप यहाँ से ग्रैंड टोटल नहीं चाहते हैं, ऑफ़ करना चाहते हैं, तो आप दोनों के लिए ऑफ़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपके दोनों के ऑफ़ हो गए हैं। उसके बाद अगर आप इन्हें ऑन करना चाहते हैं तो आप वहीं डिज़ाइन टैब में जाएंगे एंड यहाँ से ग्रैंड टोटल को ऑन कर देंगे कि ऑन फॉर रो एंड कॉलम दोनों के लिए ऑन हो गए हैं। लेकिन अगर आपको सिंगल के लिए करना है कि कोई चीज़ रो के लिए करनी है, कोई चीज़ कॉलम के लिए करनी है, तो ऑन फॉर रोज ओनली, तो सिर्फ रोज़ के लिए आपके ये जितने भी कॉलम्स है वो ऐड हो चुके हैं। एंड जितने भी अगर कॉलम ओनली करते हो तो सिर्फ कॉलम के लिए जो सम होगा वो आपका आ जाएगा। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आपको आपकी टेबल को किस तरीके से दिखाना है। मुझे ये टेबल इस तरीके से ज़्यादा बेहतर दिख रही है तो मैं इसे इस तरीके से रख सकती हूँ। अगर मुझे कुछ और चाहिए होता तो मैं कुछ और भी इसमें डायरेक्टली कर सकती थी। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखिए मैंने प्रोडक्ट नेम को इधर रखा था और जो चीज़ मैंने की थी, आपको ये प्लस और माइनस का मतलब समझाया था ना। क्या समझाया था कि जो प्लस होता है वो आपको एक्सपेंशन के लिए बोलते हैं, एक्सपैंड करने के लिए बोलते हैं, एंड जो माइनस होता है वो आपको कोलैप्स करने के लिए बोलते हैं। तो ठीक वैसे ही जो अभी आप ये देख रहे हो, कोलैप्स मतलब ये बंद है, ये सारा बंद है, माइनस कर करके ये सारा बंद किया हुआ है। तो बंद है तो ये मतलब कैसा जो इम्पैक्ट हो गया, ये जो टेबल हो गई वो कैसी हो गई, ये कॉम्पैक्ट हो गई। तो रिपीट लेआउट में आपके पास यहाँ ऑप्शन होता है, अगर आप कहते हो कि शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म तो आपको इस फॉर्म में नज़र आएगा। फिर अगर आप कहते हो टैबुलर फॉर्म में तो आपने टैबुलर फॉर्म कर दिया, आप इसे ओपन कीजिए पहले एंड उसके बाद आप कह रहे हो कि शो इन टैबुलर फॉर्म, तो इसने टैबुलर फॉर्म में देखो अलग से आ गया। इससे पहले अगर मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में कहती, कॉम्पैक्ट फॉर्म में ये इसके नीचे आ जाता। कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्या होता है, ये कॉम्पैक्ट इसने कर दिया है, ये इसके नीचे आ गया है यहाँ पर। ये यहाँ पर इसके नीचे आ गया डेटा, लेकिन वहीं पे जब हम इसे टैबुलर फॉर्म में करते हैं तो ये साइड में आ जाता है। जैसे पढ़ना बहुत आसान होता है तो ये साइड में आ गया है, देखिए आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर आप मान लीजिए आउटलाइन फॉर्म में करते हैं तो मतलब कि ये रहेगा तो जैसे कॉम्पैक्ट था वैसा ही है, देखो बॉर्डर्स वगैरह नहीं आए, बस ये अब बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ नहीं है। जब आप कॉम्पैक्ट करते हो तो रहता तो वैसे ही बट वो अंदर की तरफ आता है, लेकिन बाहर आउटलाइन में चाहिए तो आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। उसके बाद रिपीट ऑल आइटम लेबल, अगर रिपीट करना चाहते हो मतलब देखो बैंगलोर यहाँ पर, अभी डू नॉट रिपीट, अभी देखो बैंगलोर, कंप्यूटर के आगे भी बैंगलोर चाहते हो, लैपटॉप के आगे भी बैंगलोर चाहते हो, पहले तो इसे टैबुलर फॉर्म में कर लो ताकि आपको आसानी से समझ आए। टैबुलर फॉर्म में कर लिया, अभी आपको चाहिए यहाँ पे भी बैंगलोर लिख के आए, यहाँ पे भी चेन्नई लिख के आए, यहाँ पे भी दिल्ली लिख के आए, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, रिपोर्ट लेआउट में जाओगे एंड रिपीट ऑल आइटम लेबल्स कर दोगे। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये पूरा का पूरा फिल हो जाएगा। ये मैंने आपको क्या बताया था, डिज़ाइन टैब टोटली आपकी मर्जी के ऊपर चलता है, आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। इसमें कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हाँ ये मैंडेटरी है और ये आपको करना ही है। उसके बाद रो हेडर्स आते हैं, तो जैसे कि आपको ये रोज़ दिख रही हैं तो इस ये बोल्ड हो रखा है, ऑटोमेटिकली बोल्ड हो रखा है ना, आप ये हटा दोगे तो इसके अंदर जो भी फॉर्मेटिंग है वो हट जाएगी। अगर आप सेम कॉलम हेडर्स हटाते हो तो कॉलम के ऊपर भी जितने भी हेडिंग जो भी फॉर्मेटिंग हो रखी होती है वो हट जाती है। बैंडेड रोज़ मतलब हर एक रो पे कलर्स आ जाए, जैसे ये रोज़ दिखते हैं तो बैंडेड रोज़ चाहिए तो हर एक को छोड़कर एक पे आपके पास इस तरीके से कलर्स आ जाता है। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हो। बैंडेड कॉलम्स चाहिए तो कॉलम्स पे भी इस तरीके से कलर आ जाते हैं। हम इन्हें हटा देते हैं, हमें ये नहीं चाहिए, हम नॉर्मल सा एक कलर रख सकते हैं या ब्लू कलर रख लीजिए विच इज़ फाइन एंड ये ठीक है। एक ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे रह जाता है ब्लैंक रोज का। अगर मान लीजिए आप चाहते हो ब्लैंक रो इंसर्ट करना आफ्टर इन ईच आइटम, तो आप ऐसे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और ये ग्रुप था अपने आप में, उसके बाद एक एक रो आपकी इंसर्ट हो गई है। आप इसे हटाना चाहते हैं तो यहाँ से रिमूव ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम करके हटा भी सकते हैं। तो इस तरीके से अभी मुझे रिपोर्ट लेआउट में ये डू नॉट रिपीट आइटम्स और मुझे इस तरीके से बेहतर नज़र आ रहा है, तो मैं अपने डेटा को इस तरीके से रखूँगी। तो यहाँ पर डिज़ाइन टैब के अंदर आपने क्या क्या सीखा, सब टोटल सीखा कि अगर आपको ऑन करना है ऑफ करना है तो आप वहाँ से कर सकते हो। ग्रैंड टोटल के लिए भी आपने सेम चीज़ सीखी। उसके बाद रिपोर्ट लेआउट की, रिपोर्ट को आप दिखाना कैसे चाहते हो, आपके पास 2 से 3 तरीके होते हैं। The first one is compact, the other one is tabular and the other one is
आउटलाइन। इसके अंदर रिपीट भी कर सकते हो, रिपीट नहीं भी कर सकते हैं, जितने भी आपके लेबल्स हैं। उसके बाद आपने जो सीखा ब्लैंक रोज़ को इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे रोज़ एंड हेडर्स एंड कॉलम्स के बारे में आ गया। यहाँ से आपको कलर्स मिल जाते हैं, कुछ भी अलग तरीके का कोई भी टेबल बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। देखो इस तरीके से आप कोई भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। मैं ये फॉर्मेटिंग हटा देती हूँ, मुझे ये इस तरीके से बेहतर नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कितनी जल्दी हम लोगों ने अपना डिज़ाइन टैब कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है टाइमलाइन। और टाइमलाइन को अगर मैं अपने शॉर्ट डेटा से समझाने लगी तो वो हो ही नहीं सकता। ये क्या है? टाइमलाइन है, तो रिलेटेड टू द टाइम है। और आप देख सकते हैं इस डेटा के अंदर तो टाइम ही नहीं है। टाइम क्या मतलब? डेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ से उसे नहीं समझा सकती। इसीलिए अब हम स्विच करेंगे अपने मेन डेटा में। मेरा मेन डेटा क्या है? चलिए एक बार डेटा का ओवरव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले आपको डेट गिवन है, फिर मंथ, फिर नेम, कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम, स्टेट, जेंडर, क्वांटिटी। यहाँ से आपको उसके बाद मिलता है कॉस्ट, प्राइस, परचेज कॉस्ट, सेल प्राइस, प्रॉफिट, स्टेटस। काफ़ी कुछ गिवन है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को देखो, यहाँ पर डेट गिवन है, मतलब हमारे पास टाइम गिवन है, तो हम इजीली यहाँ से टाइमलाइन समझ सकते हैं और टाइम से रिलेटेड और भी एक्सपेक्ट्स को यहाँ समझ सकते हैं। मंथ अगर आपके डेटा में गिवन है तो अच्छा है, नहीं भी होता तो भी हम निकाल लेते, इसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर कुछ चीज़ गिवन है तो रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब आप कंट्रोल ए करेंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे, यहाँ से पिवट टेबल लेंगे, टेबल रेंज करेंगे एंड ओके कर देंगे, तो ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा आपका एक पिवट टेबल के अंदर। अब आपने करना क्या है? अब एक काम करें, हमें आपको टाइमलाइन समझाना है ना, तो एक बेसिक सी पिवट टेबल बना लेती हूँ। कैटेगरी को रोज में रख लेती हूँ एंड सेल प्राइस को मैं वैल्यूज़ में रख लेती हूँ। और यहाँ से मैं इसे जूम करके आपको दिखाती हूँ कि देखिए यहाँ पे हमारे ओके हम लोगों ने जो डेटा बनाया ना, यहाँ पे रेंज के अंदर पक्का कोई ना कोई ब्लैंक लिया है हमने, कोई ना कोई एंट्री पक्का ब्लैंक होगी, तभी उसमें ब्लैंक्स आ रहे हैं, वरना ब्लैंक्स तो नहीं आने चाहिए थे। कुछ ना कुछ बीच में ब्लैंक होगा डेफिनेटली, तभी उसमें ब्लैंक आ रहा है, बट इट्स ओके। हम लोग यहाँ पे देखते हैं शीट 3 को एक तो पहले मैं नेम दे देती हूँ, विच इज़ योर मेन पिवट, ताकि हमें याद रहे कि हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। ओके, इसको एक कलर दे देते हैं, टैब कलर में जाकर ब्लू कलर दे देती हूँ। ठीक है, ऐसे याद रहेगा। उसके बाद देखिए आपके पास एक नॉर्मल सा पिवट बन के आ गया है। अब इस पिवट के अंदर हमें टाइमलाइन सीखना है, तो टाइमलाइन इंसर्ट करने के लिए भी आपको पिवट टेबल एनालाइज में जाना होगा। उसके बाद इंसर्ट टाइमलाइन करना होगा। ऑब्वियसली टाइमलाइन डेट के अकॉर्डिंग होती है, तो डेट को सेलेक्ट करना होगा एंड उसके बाद ओके करना होगा। उसके बाद आप इसको यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। इसके साइज़ को थोड़ा सा एडजस्ट करके आपने इसको यहाँ प्लेसमेंट इसकी कर दी है। अब इसके अंदर मतलब टाइम के अंदर हम लोग किस किस तरीके से अपने डेटा को दिखा सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। टाइम को आप एकदम से ब्रेक करते हुए जाएं। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो वो किस में कर रहे हैं? फाइनेंशियल ईयर में कर रहे हैं, राइट। फाइनेंशियल ईयर कहाँ से कहाँ तक होता है? अप्रैल टू नेक्स्ट मार्च तक होता है। ठीक है, ये होता है, तो मतलब पूरे साल का होता है। एक तो ये ईयर हो गया, तो आप ईयर वाइज डेटा देख सकते हैं। दूसरा आप किस तरीके से डेटा देख सकते हैं? क्वार्टर वाइज। अभी क्वार्टर कैसे होता है? क्वार्टर होता है 3 मंथ्स का, 3 मंथ्स का हम एक क्वार्टर बोलते हैं। तो अगर मैं कहती हूँ हमारे पास टोटल 12 मंथ्स होते हैं, तो यहाँ पे क्वार्टर कितना आ जाएगा? ऑब्वियसली 12 डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ 4। तो हमारे पास पूरे साल में 4 क्वार्टर होते हैं, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3। अगर मैं बात करूँ अप्रैल, मई, जून, तो ये अपने आप में एक क्वार्टर होगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर सेकेंड क्वार्टर होगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर थर्ड क्वार्टर होगा। और जनवरी, फरवरी, मार्च फोर्थ क्वार्टर होगा। और ये जो मैंने आपको बताया ये फाइनेंशियल तरीके से है, जिस तरीके से हम अपनी अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास मंथली, अगर मान लो आपको मंथली रिपोर्ट चाहिए तो आप मंथली ले लीजिए। उसके बाद या तो डेज आते हैं, डेज वाइज ले सकते हैं। तो डेज तो ऑलरेडी डेटा गिवन होता है, तो डेज को हम इतना कंसिडर नहीं करते। हम मंथ वाइज देखेंगे, हम क्वार्टर वाइज देखेंगे, हम ईयर वाइज देखेंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, हम उसके वाइज देखेंगे। अब उसके बाद एक और बात आती है कि मैम अगर मान लीजिए मुझे इसमें रिपोर्ट में दिखाना है तो भी टाइमलाइन का इस्तेमाल होगा? नहीं, टाइमलाइन सिर्फ शो करता है। अगर आपको कोई रिपोर्ट ही उस टाइम के बेसिस पे चाहिए तब आपको कुछ और यूज़ करना पड़ता है, वो भी हम आगे
करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक तो हम लोगों ने सीखा कि क्वार्टर क्या होता है, ईयर क्या होता है, और साथ ही साथ में टाइमलाइन कैसे वर्क करेगी। एक चीज़ मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जैसा कि मैंने अभी बोला फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो आपका अप्रैल से लेकर मार्च तक चलता है। तो इसीलिए इसके जो क्वार्टर होते हैं वो भी अप्रैल से शुरू हो जाते हैं। मैंने तभी तो आपको बताया अप्रैल मई जून का पहला क्वार्टर है। लेकिन जो हमारा पिवट होता है ना, बाय डिफॉल्ट अगर क्वार्टर किसे बताता है, वो जनवरी तो दिसंबर अपने मंथ को चलाता है, जनवरी टू दिसंबर चलाता है वो। तो यहाँ के अकॉर्डिंग आपका जो जैन टू मार्च आपका फर्स्ट क्वार्टर रहने वाला है, अप्रैल टू जून मतलब अप्रैल टू जून आपका सेकेंड क्वार्टर रहने वाला है, उसके बाद जुलाई टू सितंबर आपका थर्ड क्वार्टर रहने वाला है, और अक्टूबर टू आपका दिसंबर फोर्थ क्वार्टर रहने वाला है। ठीक है, तो आपकी जो कैलकुलेशंस होंगी वो इस तरीके से होंगी, जैन टू दिसंबर की तरह से आपका जो कैलकुलेशन है वो अप्रैल टू मार्च के अकॉर्डिंग नहीं होगा। ठीक है, आपको उसके अकॉर्डिंग खुद से एडजस्ट करना पड़ेगा सारी चीज़ें। चले, अब हमने यहाँ पे टाइमलाइन तो इंसर्ट करना सीख लिया था, टाइमलाइन हमने इंसर्ट कर ली थी। तो जिस तरीके से मैंने आपको कितने एक्सपेक्ट्स बताए, मैंने आपको ईयर बताया, मैंने आपको क्वार्टर बताया, मैंने आपको मंथ्स बताया, और मैंने आपको डेज बताया। तो जैसे ही आप यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो आपको यही चारों एक्सपेक्ट मिलेंगे, द ईयर, क्वार्टर, मंथ एंड डेज। आपको जिसके अकॉर्डिंग डेटा देखना है आप देख सकते हो। अगर ईयर के वाइज तो देखो इसने 2024 एंड 2025 दे दिया। अगर आप क्वार्टर करते हैं तो क्वार्टर 1 2 3 4 1 2 3 4, क्योंकि एक 2024 के अंदर तो 4 क्वार्टर होंगे, एक साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं, तो 1 2 3 4 एंड 2025 विच इज़ अ नेक्स्ट ईयर 1 2 3 4। ओके, मंथ्स हमारे पास 12 होते हैं। तो देखो 2024 में दिसंबर से लेकर अभी ये सारे के सारे मंथ्स आप देख सकते हो। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर सभी का गिवन है। उसके बाद अगर डेज वाइज देखिए तो ये डेट्स आ जाती हैं, किसी पर्टिकुलर डेट का देखना है, 10th का देखना है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चले अब हम ईयर वाइज देखेंगे। ईयर में आपके पास दोनों आ गए, दोनों ब्लू कलर के हैं। एक तो है ना टाइमलाइन के अंदर कुछ भी चेंज करना हो तो टाइमलाइन का अपना एक टैब आ जाता है। मैं हमेशा कहती हूँ इंसर्ट टैब से कुछ भी इंसर्ट करो तो उसमें एडिट करने के लिए अलग से उसके लिए टैब आता है। तो अगर आप इसे किसी और कलर का करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने इस कलर का कर लिया। देन अदर थिंग, मान लीजिए मैं सिर्फ 2024 का टोटल देखना चाहती हूँ इन सभी का, तो मैंने 2024 पे क्लिक किया तो देखो 2025 अब ग्रे हो गया, मतलब उसका सिलेक्शन नहीं है, 2024 का सिलेक्शन है और आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई। 2025 का करना है 2025 का कर लो तो ये वैल्यूज़ आ गई। मान लो आपको इस वाइज नहीं देखना, क्वार्टर वाइज देखना है। अगर मान लो अभी 2025 सेलेक्ट किया था ना, तो 2025 में 4 क्वार्टर होते हैं तो चारों सेलेक्टेड है। मान लो मेरे को तो 2024 का सेकंड क्वार्टर का देखना है तो सेकंड क्वार्टर का आ गया, थर्ड क्वार्टर का देखना है थर्ड क्वार्टर का आ गया। मैम अगर मुझे सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों का देखना है, फर्स्ट का नहीं देखना, तो एक साथ बस इसे ड्रैग करना होता है। क्या किया मैंने, देखो मैंने 2 पे गई, मैंने इसे क्लिक किया, कहीं मैंने अपनी फिंगर नहीं हटाई है, और जस्ट ड्रैग इट। जितना ड्रैग करना चाहो, जहाँ तक ड्रैग करना चाहो आप कर सकते हो, वहाँ तक का आपका टोटल दिख जाएगा। अगर मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर चीज़ का दिखाना चाहते हो तो आपके पास पर्टिकुलर चीज़ का भी आ जाएगा। ठीक है, मंथ वाइज करना चाहते हो मंथ वाइज आ गया। देखो यहाँ पर आपने क्या क्वार्टर सेलेक्ट किया होता, क्वार्टर 2 देखो मंथ में जब किया तो क्वार्टर 2 क्या आया, अप्रैल मई जून। मैंने आपको बताया था ना जनवरी फरवरी मार्च को तो वो फर्स्ट कंसिडर करता है। चलो क्वार्टर में जाओ, फर्स्ट क्वार्टर में चले जाओ। अब यहाँ पे करो मंथ्स, तो देखो जैन फैब मार्च। ठीक है, तो ये बात भी मैंने प्रूव कर दी है कि यहाँ पर जो क्वार्टर्स लिए जाते हैं वो आपके जनवरी टू दिसंबर वाले मंथ्स के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं, और आप इस तरीके से मल्टीपल सिलेक्शन करके भी ये जान सकते हैं। अब मान लीजिए सिलेक्शन कर ली और ये हटाने कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा ही। आपको तो ये सारे चाहिए, आप परेशान हो रहे हो सारे सेलेक्ट करने के लिए, कुछ नहीं है। आपने जो मेन सिलेक्शन किया हुआ है ना, यहाँ पे फिल्टर क्रॉस कर दो तो सारा एक ही बारी में सेलेक्ट हो जाएगा। क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब भी आप टाइमलाइन ऐड करते हो तो सब कुछ सिलेक्शन मिलती है, वो तो फिर बाद में आप अपनी मर्जी से करने लगते हो, मतलब फिल्टरिंग करने लगते हो। तो अगर मान लो आप यहाँ से फिल्टर क्रॉस कर दोगे तो वो बाय डिफॉल्ट फॉर्म में चला जाएगा। बाय डिफॉल्ट कैसे आया था, बाय डिफॉल्ट वैसे आया था कि सभी का सिलेक्शन हुआ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने सीखा कि टाइमलाइन किस तरीके से काम करती है। टाइमलाइन के अंदर कुछ भी चेंजेस करने हो, टाइमलाइन टैब के अंदर जाओ और यहाँ पर चेंजेस कर लो। अभी ये रिपोर्ट कनेक्शन वगैरह हम बाद में सीखेंगे, बाकी इतना कुछ खास नहीं है, बाकी चीज़ें यही हैं। तो आपने यहाँ पर हमारे साथ टाइमलाइन को अच्छे से सीखा है। बस आपने क्या करना है, यहाँ से लेना है, इस फिल्टर को क्रॉस कर देना है। कुछ भी सिलेक्शन करना चाहो आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक है, आपका सिलेक्शन हो गया है, आपने अच्छे से डेटा को सेलेक्ट कर लिया है। 2025 है इसलिए यहाँ पे कोई डेटा नहीं है। 2024 में आ जाओ, यहाँ साइड से आप आ सकते हो, यहाँ से डेटा लो, आपके पास डेटा आ जाएगा। चलें अब हम अपने नेक्स्ट
इसी में डेट के फॉर्मेट में ही और चीज़ें समझते हैं। अभी टाइमलाइन से तो सिर्फ डेटा देख सकते थे, रिपोर्ट में उन्हें कैसे इन्वॉल्व किया जा सकता है वो देखते हैं। देखिए, अब हमें क्या करना है, अब एक काम करते हैं, सबसे पहले तो टाइमलाइन को हटा देते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ से अपनी कैटेगरी को भी हटा देते हैं। अब हमें कोई रिपोर्ट बनानी है जो कि टाइम से रिलेटेड है। मुझे जानना है पर्टिकुलर क्वार्टर में मैंने कितना सेल किया, पर्टिकुलर मंथ में मैंने कितना सेल किया, या पर्टिकुलर ईयर में मैंने कितना सेल किया। तो अब आपको यहाँ पे तो अलग अलग नज़र नहीं आ रही कि आप उन्हें ले आएँ और ड्रैग कर लें और आपको पता लग जाएगा। लेकिन डेट एक ऐसी चीज़ है जिससे हम लोग सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप 30 दिन मतलब जितनी भी डेट्स हैं उन्हें जोड़ दो तो वो मंथ बन जाएंगे, 3 मंथ को जोड़ दो तो वो क्वार्टर बन जाएगा, सभी क्वार्टर्स को जोड़ दो तो वो ईयर बन जाएगा, है ना? तो एक डेट से ही ये सारी कैलकुलेशन निकाली जा सकती है। इसीलिए सिर्फ डेट को ही ड्रैग करके लाने से आपकी सारी कैलकुलेशन हो जाती है। आप यहाँ से डेट को ड्रैग करके लेकर आएँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ईयर, क्वार्टर, मंथ, डेट, ये सब कुछ यहाँ पे आ गया। आप ड्रैग तो सिर्फ डेट को करके लेकर आए थे। देखो सबके आगे डेट लिखा हुआ है, लेकिन ये वाली कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो गई है और आपके पास यहाँ पिवट बन के आ गई है। अब यहाँ पर जस्ट बिकॉज फिल्टर लगा हुआ है, आप यहाँ पे फिल्टर हटा दीजिए, क्लियर फिल्टर फ्रॉम द ईयर डेट। तो यहाँ पर आप लोगों को पता लग गया है। अच्छा, कुछ डेट्स होंगी जो 2023 की भी होंगी, कुछ ब्लैंक्स हैं वहाँ पर, डेटा के अंदर कुछ कमी है जहाँ पर कुछ इस तरीके की डेट्स होंगी डेफिनेटली। और इसीलिए जैसे ये डेट्स हैं, इसी तरीके से मे बी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इस डेट के अंदर, डेटा के अंदर, तभी ये हमें इस तरीके की डेट दिखा रहा है। तो चलें एक बार के लिए हम अपने डेटा के अंदर डेट देख लेते हैं कि कहाँ मिस्टेक हो रखी है। लेट मी जस्ट चेक। ओके, 25, 24 एंड हमने इसे ऑन किया, 24 में ये है। एंड यहाँ पर अगर देखा जाए तो मुझे कोई डिफ़ॉल्ट लग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी अगर मैं देखूँ तो यहाँ डेट्स को देखने का तो कोई फ़ायदा नहीं है अगर मंथ्स में ही कुछ गड़बड़ नहीं है तो। ओके, यहाँ मुझे ब्लैंक्स भी नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमारी मेन पिवट में हमें ब्लैंक भी नज़र आए थे कि ब्लैंक्स हैं, तो कुछ ना कुछ गिवन होगा। मैं यहाँ से इसे हटा देती हूँ। इस पर्टिकुलर चीज़ को अगर मुझे हटाना है तो यहाँ पे जाकर क्लियर ऑल नहीं करना चाहिए था, क्लियर सेलेक्टेड करना चाहिए था। इट्स माय बैड। हम यहाँ सेल प्राइस ले लेंगे एंड उसके बाद मेरे को ये सेलेक्ट करके क्लियर फ़िल्टर्स हम कर सकते हैं। इसको हम नहीं हटा सकते हैं डायरेक्टली। ओके, कोई बात नहीं, इसे रहने देते हैं अभी के लिए। और आप ये देखें, ईयर वाइज आप अपना डेटा देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने ईयर वाइज दिया, उसके बाद मैंने आपको एक्सपैंड एंड कोलैप्स बताया था, उसका इस्तेमाल करके आप आगे की चीज़ें भी देख सकते हैं। अगर ईयर नहीं देखना, आप इसे बाहर ड्रैग कर दो, क्वार्टर वाइज आपके पास आ जाएगा। क्वार्टर नहीं चाहिए, आप इसे ड्रैग कर दो, मंथ वाइज आ जाएगा। अगर आपको डेट भी नहीं चाहिए, सिर्फ मंथ का चाहिए, तो मंथ का आपने ये एक्सपैंड और कोलैप्स वाली चीज़ हटा दी है, तो ये डेफिनेटली आपके पास डायरेक्टली ये सारी की सारी चीज़ें आ गई हैं। अगर मान लीजिए आपको क्वार्टर चाहिए होता, सिर्फ क्वार्टर वाइज देखना होता, तो डेट को वापस से ड्रैग कर लो, ईयर हटा दो, मंथ हटा दो, डेट हटा दो, तो सिर्फ क्वार्टर का आपके पास ये पूरा टेबल बन के आ गया है। तो कितना आसान है, आपने कुछ नहीं किया है, आपने कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने कोई कैलकुलेशन नहीं की है, आपने कोई डेट नहीं देखी है, लेकिन आप डायरेक्टली ये काम कर सकते हो। लेकिन कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि भाई मुझे तो डेट भी देखनी है, अगर किसी दिन मान लो इस क्वार्टर के अंदर की कौन कौन सी डेट को आपने क्या क्या काम किया ये जानना हुआ तो, या मंथ में अगर आपने जानना हुआ तो, तब आप उस केस में डेट को भी यहाँ पे रख सकते हैं, सो दैट आप जनवरी पे कभी भी क्लिक करें तो जनवरी के अंदर कहाँ कहाँ कितनी कितनी सेल हुई है उसे चेक कर सकें। लेकिन अगर आपको ऐसा है कि मुझे डेट्स के बारे में जानना ही नहीं है, तो आप इस डेट को भी हटा सकते हैं। देखो अब यहाँ पर कोई भी एक्सपैंड और कोलैप्स के लिए नहीं आया हुआ है, तो आप डायरेक्टली ये काम कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ योर डेटा वर्क्स एंड दिस इज़ हाउ यू मेक योर, मतलब जो भी रिपोर्ट्स हैं वो आप टाइम वाइज बना सकते हैं। आपकी मर्जी है, आपने इस तरीके से बनाना है बनाओ। अगर ये चीज़ आपने किसी और के साथ बनानी है, जैसे मान लो प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट नेम वाइज आपका जो है ये है, प्रोडक्ट नेम वाइज हम एक बार के लिए आपके बना देते हैं रिपोर्ट, एंड उसके अंदर आप अपना टाइम वाइज क्वार्टर वाइज बनाना चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट
कौन से क्वार्टर में बिका, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट कौन से क्वार्टर में बिका। तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट नेम ले लिया, उसके बाद इस मंथ को मैंने बाहर कर दिया है, डेट को मैं यहाँ लेकर आई हूँ और मैंने यहाँ स्ट्रेच कर दिया है। डेट जितनी बार यहाँ लाया जाएगा उतनी बारी सारी चीज़ें आएंगी। आप ईयर हटा दीजिए, आप मंथ हटा दीजिए, आप डेट हटा दीजिए, प्रोडक्ट नेम को ऊपर कर दीजिए ताकि प्रोडक्ट नेम की वजह से वो दिखे। अगर डेट को ऊपर रखेंगे तो डेट वाइज दिखेगी और अंदर प्रोडक्ट नेम दिखेंगे, लेकिन नहीं, मुझे प्रोडक्ट नेम के अंदर डेट्स देखनी है तो प्रोडक्ट नेम बाहर दिखे। जिसको आप बाहर की तरफ दिखाना चाहते हैं उसे ऊपर की तरफ रखें, यहाँ से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद देखो Q1 में इतना सेल हुआ था कार एक्सेसरी, Q2 में इतना सेल हुआ था, Q3 में इतना हुआ था। अब एक बात बताओ, ये भी देखना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैंने आपको डिज़ाइन टैब समझाया था जहाँ से मैं इसे टैबुलर फॉर्म में कर लेती हूँ। तो ये टैबुलर फॉर्म में मुझे दिख रहा है कि कार एक्सेसरी अगर मैं देखूँ तो Q1, Q2, Q3 में इतना आया है, ठीक है। अच्छा, मुझे इसका ग्रैंड टोटल भी यहाँ दिख रहा है, मतलब सब टोटल यहाँ दिख रहा है। नहीं चाहिए ये सब कुछ आप डिज़ाइन टैब से कर सकते हो जैसा भी आपको चाहिए। लेकिन बात ये थी कि आपको कोई भी चीज़ जिसके अंदर देखनी होती है, जिस चीज़ को बाहर दिखाना होता है वो आपने पहले रखना होता है, और जिस चीज़ को अंदर दिखाना है वो अंदर रखना होता है, उसके बाद मतलब सेकेंडरी रखना होता है। उसके बाद अगर आप चाहें तो इसे क्वार्टर वाइज ना दिखाकर मंथ वाइज दिखाना चाहते तो भी आप दिखा सकते थे। एक सेकेंड, मंथ वाइज दिखाना चाहते तो भी आप इसे यहाँ पे पिक करते, यहाँ पे लेकर आते, क्वार्टर को बाहर निकालते, डेट को बाहर निकालते, ईयर को बाहर निकालते, प्रोडक्ट को ऊपर रखते, प्रोडक्ट को ऊपर रखो, मंथ वाइज आ जाएगा कि कार एक्सेसरी जैन में हुआ है, जून में हुआ है, सितंबर में हुआ है, अक्टूबर में हुआ है, एंड यहाँ आ गया। हर किसी में आपको अलग अलग मंथ दिख जाएंगे, जिस मंथ में वो चीज़ सेल हुई है उस मंथ की आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग कोई भी रिपोर्ट जो बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने कितनी आसानी से बिना किसी कैलकुलेशन के अपने टाइम बेसिस पे रिपोर्ट बना ली है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, एक मिथ को क्रॉस करेंगे। अभी पिवट टेबल में काफ़ी कुछ सीख चुके हैं, तो एक मिथ को यहाँ पर हम हटाने वाले हैं। मिथ क्या है कि पिवट टेबल के अंदर कैलकुलेशन नहीं हो सकती, हम कोई खुद से फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो विच इज़ रॉन्ग। हम कर सकते हैं, कुछ हद तक हम फॉर्मूलाज लगा सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे। मान लीजिए यहाँ से मैं एक बार के लिए डेट हटा देती हूँ एंड यहाँ पर परचेज कॉस्ट ऐड कर देती हूँ। तो हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट नेम है, उनका सेल प्राइस है और परचेज कॉस्ट है। अब यहाँ पे तो हमारे पास प्रॉफिट गिवन है। अगर मान लीजिए आपके पास प्रॉफिट नहीं है और आपको निकालना है, तो जनरली आपका जो प्रॉफिट का आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। आप प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो सिंपल सी चीज़ है। मान लीजिए आपका कोई चॉकलेट बार है, ठीक है, आप उसे 100 में सेल करते हैं, वो आपको घर में पड़ा कितने का, आप उसको लेकर कितने का आए, खरीद कर कितने का लेकर आए, आप यहाँ पर अपना बिजनेस चला रहे हो, आपको वो 80 का पड़ा है। तो ऑब्वियस है आपने किसी को 80 की चीज़ 100 में बेची है, तो 20 रुपीज़ जो बच गए, जो आपने इसमें से माइनस किए, वो आपके क्या हो गए, प्रॉफिट हो गए। यही तो होता है ना कि सेल में से अगर मान लो मैं सारे एक्सपेंसेस हटा दूं, जिसमें आपकी परचेज भी आ गई और बाकी का कुछ अगर आपने किया, पैकेजिंग किया, मार्केटिंग किया, कुछ भी किया है, वो सब कुछ हटा दूं, तो बचा हुआ लास्ट में प्रॉफिट बच जाएगा। या फिर इसे बेसिक में समझे तो सेल माइनस परचेज अगर मैं कर दूं तो वो मेरा प्रॉफिट बचेगा। तो वही काम हम वहाँ कर रहे हैं। ऑल्दो अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट का गिवन है, तो हम यहाँ पे लेकर प्रॉफिट रख सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास डेटा ऐसा है जिसके अंदर प्रॉफिट नहीं है, आपने डेटा डायरेक्टली पिवट में बना लिया और अब ध्यान में आ रहा, अरे मैंने तो अपने मेन डेटा में प्रॉफिट निकाला ही नहीं है, तो अब मैं क्या करूं बैठ के। तो अब आपको घबराने की नीड नहीं है, आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए आपको कहीं पे भी क्लिक करना है, पिवट टेबल एनालाइज पे जाना है, यहाँ से फील्ड आइटम सेट पे जाएंगे और यहाँ पे कैलकुलेटेड फील्ड पे क्लिक करेंगे। कैलकुलेटेड फील्ड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरीके की विंडो नजर आएगी। सबसे पहले तो फील्ड नेम। फील्ड नेम क्या होता है, जो आपको ये ऊपर दिखते हैं हेडर्स, ये आपके फील्ड नेम हो गए। तो सबसे पहले तो आप फील्ड नेम दे दो, आप क्या किसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हो, आप प्रॉफिट के लिए कर रहे हो, तो आप प्रॉफिट आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला। अब फॉर्मूला ना नॉर्मल तरीके से नहीं लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा सेल माइनस परचेज हम खुद से लिख दें या फिर वो सेल का रेफरेंस दे दें, जैसे जर्नली हम नॉर्मल फॉर्मूला लगाते हैं। आपको जितनी भी चीज़ें करनी है ना, आपको यहाँ से फील्ड को चूज़ करना है और फिर लगाना है। जैसे अब मुझे क्या चाहिए, सेल प्राइस। सेल प्राइस लिया, इंसर्ट फील्ड किया, तो देखो यहाँ सेल प्राइस अपने आप लिख कर रहा है। क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, किसको माइनस करना है, परचेज कॉस्ट को। तो मैंने परचेज कॉस्ट लिया, इंसर्ट फील्ड कर दिया, ठीक है, ये हो गया है। अब आप इसे ओके कर दीजिए। कैलकुलेटेड फील्ड और कुड नॉट बी क्रिएटेड बिकॉज अनदर आइटम और फील्ड ऑफ द
सेम नेम एग्जिस्ट। ओके, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट न्यू करके कर देते हैं ताकि नया वो आ जाए। एंड ओके कर दिया तो देखो आपके पास यहाँ प्रॉफिट आ गया। अगर मान लीजिए आप ये प्रॉफिट यहाँ पे करते हैं तो भी देख सकते हो सेम प्रॉफिट आया है। ये तो चलो पहले से कैलकुलेटेड था तब आ गया। अगर मैं कैलकुलेटेड वाला हटा देती हूँ तो देखो ये जो हमने नया बनाया है खुद की कैलकुलेशन से बनाया है और ये अब पिवट में इन्वॉल्व है, ये पिवट में इन्वॉल्व है। देखो प्रॉफिट न्यू के हिसाब से आ गया। अगर मैं बाकी चीज़ें भी हटा दूँ ना तो भी वो रहेगा, वो अपने आप में एक डेटा बन के आ गया। आप यहाँ पे भी देख सकते हो प्रॉफिट न्यू के नाम से आपके पास एक टैब बन के आ गया, आपके पास यहाँ पे एक हेडिंग आ गई है क्योंकि आपने कैलकुलेटेड फील्ड उसमें ऐड कर ली है। ठीक है, समझ आया आपको कि किस तरीके से आपको वो चीज़ करनी है। मान लीजिए आप कुछ और निकालना चाहते हैं, आप निकालना चाहते हो कि आपने कितना क्वांटिटी सेल किया, आपको क्वांटिटी नहीं पता, तो क्वांटिटी कैसे निकालते हैं? जर्नली एक बात बताएं, यहाँ पे थ्योरी पे आए। जर्नली अगर मुझे अमाउंट निकालना होता है विच इज़ अ सेल प्राइस, क्या निकालना है? सेल प्राइस निकालना है, मुझे सेल प्राइस निकालना है। ठीक है, सेल प्राइस। और सेल प्राइस मैंने कैसे निकाली होगी? ऑब्वियस है, मैंने क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया होगा सेल प्राइस से, पर्टिकुलर सेल प्राइस से, तो मेरे पास टोटल जो है वो पूरा का पूरा अमाउंट आ गया। बेसिकली मैंने ईच प्रोडक्ट, अगर मान लो मैं आपको कहती हूँ आप 10 चॉकलेट्स खरीद के लाए और आपकी एक चॉकलेट की कॉस्ट 100 रुपीज़ है, अब आपने टोटल कितने का खरीदा? तो ऑब्वियस है 10 इज़ योर क्वांटिटी एंड 100 इज़ योर रेट पर प्राइस, सॉरी रेट पर पैकेट, पर पैकेट का रेट है ये। तो टोटल आप कितने का स्पेंड करके आए? 1000 का। तो अगर मान लो ये टोटल स्पेंड से, टोटल स्पेंड आपके पास है, क्वांटिटी आपके पास है, आपको रेट निकालना है, आपको रेट निकालना है। तो आप कैसे निकाल सकते हो? चलो एक बार के लिए एक और फॉर्मूला लगा के बता देती हूँ सो दैट आपको समझ आ जाए। आपको रेट निकालना है, एक बार के लिए सेल प्राइस आप रखो, आपको सेल प्राइस गिवन है, प्रॉफिट न्यू में हटा दे रही हूँ अभी के लिए, सेल प्राइस गिवन है, साथ ही साथ में आपको क्वांटिटी गिवन है। अब आपको क्या निकालना है? देखो सेल प्राइस ये रही, क्वांटिटी ये रही, अब आपको रेट निकालना है। आपने इस पर क्लिक किया, पिवट टेबल एनालाइज पे गए, फील्ड आइटम इस पे गए, कैलकुलेटेड फील्ड पे गए। अब आपको इसको नेम क्या देना है? रेट का नेम दे देना है। ठीक है, यहाँ पर आप अपना फॉर्मूला लगाना शुरू करोगे। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, कैसे निकलता है? अभी आपने देखा ना सेल प्राइस कैसे निकल रहा था, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया आपने रेट से। देखो यहाँ पे एक सेकंड में से क्रॉस कर देती हूँ, यहाँ पे क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया सेल प्राइस से। जर्नल आप फॉर्मूला समझो ताकि थोड़ा सा समझ आए। कुछ लोग मतलब मैथ्स थोड़ा सा वीक होता है ना, तो इसीलिए मैं दोबारा समझा देती हूँ। अगर मुझे सेल निकालनी है, टोटल अमाउंट निकालनी है, तो मैंने क्या फॉर्मूला लगाया है? मैंने क्या फॉर्मूला लगाया है? क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया है सेल प्राइस से। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ सेल प्राइस को ही हम रेट बोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर अब मैं कह रही हूँ रेट निकालना है, रेट यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो ऑब्वियसली क्वांटिटी यहाँ नीचे डिवाइड में चला जाएगा, सेल डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इक्वल्स टू रेट विच इज़ योर एसपी, है ना। तो रेट निकालने के लिए आपने क्या किया? सेल प्राइस विच इज़ योर अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ठीक है, तो चलो अब हम यही काम यहाँ पर करके दिखाएंगे, जस्ट बिकॉज आप कंफ्यूज ना हो जाएं इसलिए मैंने आपको पहले फॉर्मूला बता दिया। पिवट टेबल एनालाइज पे जाएंगे, फील्ड पे जाएंगे, कैलकुलेटेड फील्ड पे जाएंगे, उसके बाद आप यहाँ पर इसको नाम दे देंगे विच इज़ रेट, एंड यहाँ पर अपना फॉर्मूला लगाना शुरू करेंगे। फॉर्मूला क्या लगाना है आपने? फॉर्मूला आपने लगाना है, सबसे पहले सेल प्राइस ऊपर चाहिए तो सेल प्राइस ले लिया, ओके, तो इंसर्ट फील्ड कर दिया। उसके बाद आपको डिवाइड करना है ना, तो स्लैश का आप यहाँ पर सिंबल लगाएंगे, और डिवाइड किससे करना है? क्वांटिटी से करना है, तो आप यहाँ पर आएंगे, क्वांटिटी को सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट फील्ड कर देंगे, कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पे ओके कर दीजिए, तो आपके पास यहाँ पे रेट आ गया, यहाँ पे रेट आ गया। ठीक है, अब एक काम करो, आपके पास तो प्राइस पहले से भी थी, प्राइस एक काम करो यहाँ पे लिख लो आप, तो यहाँ पे सम ऑफ प्राइस ये आया है, यहाँ पर हमने रेट निकाला है। ओके, अगर मैं क्वांटिटी भी लेती हूँ, अच्छा क्वांटिटी है मेरा सम ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी, अगर मैं यहाँ पे करके देखती हूँ तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, एंटर, तो हमारा आंसर ये आता है विच इज़ नॉट रॉन्ग। वहाँ पे किसी और तरीके से ये बनाया हुआ होगा, क्वांटिटी इनटू प्राइस जो है, यहाँ पे सम ऑफ प्राइस आ गया, सम ऑफ क्वांटिटी आ गया ना, और यहाँ पे एवरेज, सम ऑफ प्राइस ना लेकर एवरेज ऑफ प्राइस लेना चाहिए हमें, क्योंकि प्राइस को सम थोड़ी ना कर सकते हैं। एंड ये हमारा क्यों दिक्कत कर गया है? एवरेज ऑफ प्राइस, देखो एवरेज ऑफ प्राइस करते ही आ गया ना यहाँ,
क्योंकि हमारा जो कैलकुलेशन होता है, आप जो प्राइस होता है, हम टोटल करके थोड़ी ना मल्टीप्लाई करते हैं, हम एवरेज करते हैं। इस चीज़ में अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो कोई बात नहीं, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मैंने हटा दिया है। आप बस ये समझो कि कोई भी चीज़ की कैलकुलेशन करनी हो तो आप यहाँ जाकर इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप इजीली इसके अंदर उस चीज़ को ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ रेट के नाम से एक ऐड हो गया है। प्रॉफिट न्यू देखो मैंने इसमें नहीं लिया हुआ है, आप इसमें भी ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते थे। ये एक हेडिंग जैसा बन के आ गया। ऐसा नहीं है कि मैं बाद में इसको हटा दूं तो अब ये यहाँ पर दिखेगा नहीं, ये अब हमेशा के लिए परमानेंट हो गया है। ये यहाँ पर दिखेगा, आपका डेटा यहाँ पे चेंज होगा तो उस अकॉर्डिंग आपकी कैलकुलेशन भी चेंज होती रहेगी, बिकॉज आपने फॉर्मूला दिया है। फॉर्मूला में बकायदा उसमें लिखा है कि हमें ये सेल प्राइस लेनी है डिवाइडेड बाय क्वांटिटी लेना है, तो योर सेल प्राइस चेंजेस इफ योर क्वांटिटी चेंजेस, योर डेटा ऑटोमेटिकली अपडेटेड। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने एक मिथ को एकदम ब्रेक कर दिया है। यहाँ पर हम लोगों ने बहुत डिटेल में सीखा है कि किस तरीके से हम कैलकुलेटेड फील्ड का इस्तेमाल करके अपने जो डेटा के अंदर है कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। चले अब हम ना आगे बढ़ेंगे, थोड़े से एक दो ऑप्शंस और एक्सप्लोर करेंगे, देन हम चार्ट की तरफ बढ़ते जाएंगे। काम करते हैं, मैं आपको एक और चीज़ सिखाती हूँ इसके अंदर। मैं यहाँ पे इन चीज़ों को हटा देती हूँ। अब हम सीखेंगे, मान लीजिए प्रोडक्ट नेम की जगह एक कैटेगरी ले लेते हैं सो दैट हम आगे इजी हो जाए। आपके पास यहाँ पर जो दिख रहा है वो डेकोर इलेक्ट्रॉनिक फैशन दिख रहा है। अगर मान लीजिए आप इससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप इसमें डेट भी ऐड कर लेते हैं, हर तरीके से दिख रहा है। अब आप अपनी कैटेगरी को ऊपर की तरफ ले लीजिए एंड उस तरीके से आपको दिख रहा है। आप डिज़ाइन टैब में चले जाएं, आप यहाँ पर रिपोर्ट लेआउट को टैबुलर फॉर्म में कर दें एंड यहाँ से आप डेट को हटा दें, यहाँ से आप ईयर्स को हटा दें, क्वार्टर वाइज आपको दिख रहा है, या फिर आप यहाँ से मंथ को, आप सिर्फ इस तरीके से अपनी एक रिपोर्ट तैयार कर लिया आपने। ठीक है, किस तरीके से तैयार किए, लेट मी जस्ट शो इट टू यू। आपने इस तरीके से तैयार कर ली है। तो अगर आप चाहते हैं डेकोर की अलग से कोई रिपोर्ट बन के आ जाए, इलेक्ट्रॉनिक की अलग से रिपोर्ट बन के आ जाए, तो वो आप काम कर सकते हैं, डायरेक्टली कोई भी काम कर सकते हैं आप। तो आप सबसे पहले पिवट टेबल एनालाइज पे जाएं। देखिए सबसे पहले आपको फील्ड लिस्ट चाहिए होगा, फील्ड लिस्ट ऑन कर लीजिए। जिसके भी बेसिस पे आपको कोई रिपोर्ट बनानी होती है ना, उसको आपको फिल्टर में भी रखना पड़ेगा। तो फिल्टर में रख लीजिए, यहाँ पर आप प्रोडक्ट नेम के वजह से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट नेम आपने ये रख लिया और फिल्टर में आपने कैटेगरी रखना है। आपने कैटेगरी वाइज उस रिपोर्ट्स बनानी थी ना, तो आपने कैटेगरी को फिल्टर में ले लिया। जैसे ही आप कोई फिल्टर में लेते हो और पिवट टेबल एनालाइज के ऑप्शन में जाते हो तो ये वाला जो ऑप्शन है शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, वो ऑन हो जाता है। देखो मैंने यहाँ से ये हटा दिया, अब चेक करो ये ऑफ रहेगा। अगर ये चाहिए आपको तो आप इसको फिल्टर में रखो तो ये ऑन रहेगा। अगर एक से ज़्यादा फिल्टर में रख सकते हो तो एक से ज़्यादा भी फिल्टर में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस पर क्लिक कीजिए, आपको ये दोनों दिखेंगे। अगर आप मान लीजिए मंथ को हटा देते हैं और अब आप ऑप्शन रिपोर्ट फिल्टर पेजेस में जाते हैं तो आपको एक दिखेगा। आपको जिसके वे से चाहिए आप यहाँ पे कितने भी ऐड कर दो, डजेंट मैटर। मैं यहाँ मंथ ऐड कर देती हूँ, नेम ऐड कर देती हूँ, स्टेट ऐड कर देती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। आप यहाँ पे जाएंगे और जिसको भी सेलेक्ट करेंगे उस अकॉर्डिंग आपकी रिपोर्ट बनेगी। आपको कैटेगरी वाइज चाहिए, आप कैटेगरी को सेलेक्ट कीजिए एंड ओके कर दीजिए। तो यहाँ नीचे देखिए डेकोर इलेक्ट्रॉनिक फैशन अलग अलग बन के आ गई है। ये फैशन का है, ये आपका डेकोर इलेक्ट्रॉनिक का है, ये आपका डेकोर का है। जो भी काम आपने उस मेन पिवट में किया होगा उस अकॉर्डिंग वो 3 अलग अलग रिपोर्ट बनकर आ गई है। तो जब भी आप कोई रिपोर्ट अलग से बनाना चाहते हैं, आपने कुछ नहीं करना, उसको आप अपने फिल्टर के अंदर रख दीजिए। मैं यहाँ से उन्हें डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, आप उन्हें फिल्टर के अंदर रखेंगे तो उसकी जितनी भी रिपोर्ट होंगी वो बनकर अलग से आ जाएगी। ओके, समझ आया सभी को? तो ये एक और ऑप्शन था जो कि मैं आपको पिवट टेबल में एक्सप्लोर कराना चाहती थी, जिससे कि आप अपनी मल्टीपल रिपोर्ट्स बना सकते हो, वो भी एक छोटा सा काम करके, चीज़ों को फिल्टर में रखकर और ऑप्शंस में जाकर शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस को यूज़ कर आप किसी भी तरीके से रिपोर्ट बना सकते हो। अगर कोई और वे में मान लीजिए मुझे जेंडर वाइज चाहिए होता, मैंने जेंडर यहाँ पे रखा, उसके बाद मैं ऑप्शन में गई, शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस किया एंड ओके कर दिया, तो देखो नीचे यहाँ मेल एंड फीमेल के अकॉर्डिंग आपके पास 2 रिपोर्ट आ गई हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ईजी तरीके से, देखिए मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बता दिए सो दैट आपको क्लैरिटी रहे इस चीज़ की ना। तो इस तरीके से हम लोग अपने लिए रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं, मल्टीपल रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं। चले अब हम ये देखेंगे कि अगर हमारे डेटा के अंदर हमें डायरेक्टली कैलकुलेशन करनी हो तो कैसे कर सकते हैं बिना कोई फॉर्मूला लगाए। होंगे डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेशन। देखें सबसे पहले मैं एक काम करती हूँ, यहाँ से डेट को हटा देती हूँ, प्रोडक्ट नेम का हमने रखा हुआ है, ठीक है, जेंडर को भी मैं फिल्टर से हटा देती हूँ
अब यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए आ गया है। एक काम करते हैं, दोबारा से पिवट बना लेते हैं। मैं यहाँ पे मेन डेटा में जाती हूँ, कंट्रोल ए करती हूँ एंड यहाँ पे एक बार के लिए देख लेती हूँ। यहाँ पे डेटा इस तरीके से आना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक बार के लिए नीचे तक डेटा चेक कर लेते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे कोई टोटल तो नहीं हो रखा। ठीक है, एंड यहाँ इंसर्ट में जाएंगे, पिवट टेबल में जाएंगे, टेबल रेंज लेंगे एंड न्यू वर्कशीट ले लेते हैं। ठीक है, अब एक बार के लिए प्रोडक्ट नेम लेकर देखते हैं। हाँ, अब नहीं आ रहा है। तो पहले ना जो डेटा को सेलेक्ट करने का तरीका हमारा गलत था, क्योंकि हमने पिछली बार, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने यहाँ से डेटा को सेलेक्ट करके कर लिया था। तो ये तो पूरा सिलेक्शन कर देगा ना, पूरे ही शीट का, इस वजह से वहाँ पे ब्लैंक्स आ रहे थे। लेकिन अभी हमने करेक्ट तरीके से किया है। अब मैं इसको वापस से नेम दे देती हूँ, मेन पिवट फाइनल। ठीक है, ये नेम दे देते हैं और इसको कलर जो दे सकते हैं हम लोग, कोई डिफरेंट सा कलर दे देते हैं। हम इसे कलर देंगे येलो। येलो इज़ फाइन। ठीक है ना। अब हम इसे थोड़ा सा जूम करते हैं। जूम करने के बाद अभी ये हमारा पिवट है। अभी हम इसमें सेल प्राइस को ऐड कर लेते हैं। एक बात तो आपको समझ आई होगी, अगर मैं सेल प्राइस को 2 बार ऐड करना चाहूँ तो क्या मैं कर सकती हूँ? टेल मी, आंसर इज येस और नो? यस, मैं 2 बार भी ऐड कर सकती हूँ, मैं 3 बार भी ऐड कर सकती हूँ। इवन मैं इनकी कैलकुलेशन चेंज करना चाहूँ तो वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाकर यहाँ से इसकी कैलकुलेशन भी चेंज कर सकती हूँ। आपको पता है ये चीज़, मुझे बताने की नीड नहीं है। ठीक है, अभी मुझे करना क्या है कि मान लीजिए मुझे अलग अलग टाइप का कैलकुलेशन दिखाना है। अगर मैं इसी के अंदर कैलकुलेशन दिखाना चाहती हूँ तो मैं इसी के अंदर दिखा सकती हूँ। अगर मैं चाहती हूँ ये कैलकुलेशन भी बरकरार रहे और एक नई कैलकुलेशन आए तो मुझे एक बार और ऐड करना पड़ेगा और इसके अंदर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, पहले हम उसी कैलकुलेशन को बदल के देखते हैं। मान लीजिए मुझे इस कैलकुलेशन को बदलना है तो मैं क्या करूँगी, कहीं पे भी क्लिक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पे भी क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करो और यहाँ पर, यहाँ नीचे की तरफ आओ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? शो वैल्यू एज। शो वैल्यू एज के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं जिसके थ्रू आप अलग अलग तरीके की कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, परसेंटेज ऑफ रो टोटल। आपको जो करना है हम लोग एक एक करके ही सारे करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने किया परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। तो परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल में ये आ गया। दैट मीन्स अब ये मतलब यहाँ नहीं समझ पाओगे क्योंकि डेटा चला गया है, इसीलिए मैंने कहा था एक बार के लिए और सेल प्राइस को ऐड कर लेंगे। हम यहाँ पे आ गए, राइट क्लिक करेंगे, शो वैल्यूज में जाएंगे, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल करेंगे तो ये आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो टोटल है ना, लेट मी जस्ट टेक द पेन, ये जो टोटल है, ये जो टोटल अमाउंट आपको दिख रहा है, एक सेकेंड दीजिए मुझे, एक सेकेंड। ओके, ये जो आपको टोटल अमाउंट दिख रहा है, इस टोटल अमाउंट के अंदर 2.01 का कंट्रीब्यूशन किसका है? हमारे कार एक्सेसरी का है। चेयर का देखा जाए तो 0.27% है, ओनली है। अगर मैं सबसे ज़्यादा बात करूँ, सबसे ज़्यादा इस सेल के अंदर किसने कंट्रीब्यूट किया है? साड़ी ने कंट्रीब्यूट किया है। तो मतलब साड़ियाँ कितनी बिक रही हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो सूट ने किया है। दैट मीन्स हम अपैरल में अच्छा कर रहे हैं, हम कपड़ा अच्छा बेच रहे हैं। हमने साड़ी में 35.55% है टोटल का। अगर मैं 100% सेल की बात करूं तो जिसमें से 35% का तो कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारी साड़ी का है और 28% इसका है। अगर मैं बात कर लूँ 35 प्लस में 28 विच इज़ योर 3 एंड 3 63%, तो ये दोनों ही ले जा रहे हैं मेजर पोर्शन आपका। तो अगर आपको कहीं पे भी, अगर मैं आपको कहूँ कि आपके बिजनेस का हीरो प्रोडक्ट क्या है, तो क्या आप इसे देखकर बता सकते हैं आपके बिजनेस का हीरो प्रोडक्ट क्या है? बता सकते हैं या नहीं बता सकते? हाँ जी, बता सकते हैं इस पूरी डिटेल देखने के बाद कि ये आपका हीरो प्रोडक्ट है। उसके बाद कौन सी चीज़ है जो आप अगर बंद कर देंगे तो भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा आपके बिजनेस में, तो ऐसे केस में आप कहोगे कि मैं यहाँ से चेयर को बंद कर देता हूँ। 0.27% का है इसमें कंट्रीब्यूशन, कितना कम है। अगर वहीं पे मैं बात करूँ, ये मुझे 1% दिख रहा है विच इज़ योर ईयरबड्स, इसको भी बंद किया जा सकता है। अगर मैं और इसके ऊपर बात करूँ, कार एक्सेसरी, इसे भी बंद किया जा सकता है। अगर वुमेन ड्रेस के जो हमारी वेस्टर्न ड्रेसेस हैं उसे बंद करना चाहें तो उसे भी बंद कर सकते हैं। यहाँ से हम स्पीकर को बंद कर सकते हैं। बेसिकली हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक और डेकोर है वो हमारा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है कंपैरेटिवली। और अगर वहीं पे मैं बात करूँ तो हमारे जो फैशन जो आपकी कैटेगरी है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आपको अपना बिजनेस इसमें बढ़ाना चाहिए। दूसरी चीज़, आपके लैपटॉप्स अच्छे बिक रहे हैं। अगर मैं बात करूँ तो आपका
होम डेकोर का सामान ठीक बिक रहा है, तो आप इन्हें बढ़ा सकते हैं और इन कैटेगरीज के अंदर इन प्रोडक्ट्स को बंद कर सकते हैं। तो ये आपने कैसे जाना? अगर इन वैल्यूज़ को देखकर जानते तो डायरेक्टली जानना थोड़ा मुश्किल हो जाता, वैल्यूज़ को बहुत ध्यान से देखना पड़ता। लेकिन यहीं पे ही जब परसेंटेज की बात आई, तो आपने परसेंटेज को देखकर कैसे एकदम से डिसीजन ले लिया कि नहीं नहीं, हमारा तो साड़ी अच्छा काम कर रहा है, हमारा तो सूट अच्छा काम कर रहा है, हमारा तो लैपटॉप अच्छा काम कर रहा है, हमारा होम डेकोर अच्छा काम कर रहा है, और ये वाले सेगमेंट्स अच्छे काम नहीं कर रहे। तो अगर आपको ये कैलकुलेशन डायरेक्टली करने को मिल रही है तो करो ना फिर, हम लोग किसका वेट कर रहे हैं? तो यहाँ पर हम इस तरीके से डायरेक्टली कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब आपको एक दो एक्सपेक्ट तो समझ आए। दो एक्सपेक्ट क्या समझ आए? एक तो हम डायरेक्टली कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई फॉर्मूला भी नहीं लगाया मैंने। और दूसरी चीज़, अगर आपको कोई कैलकुलेशन साइड में दिखानी है, मतलब अगर साइड में चाहिए, तो आपको पता लग गया कि एक बार और वैल्यू लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैंने इसी के अंदर कर दिया होता तो यही कन्वर्ट हो जाता। इसे कन्वर्ट करने से आपको डायरेक्टली तो पता लग जाता, लेकिन वैल्यूज चली जाती। ठीक है, तो अब हम एक और कैलकुलेशन करेंगे। तो हम एक बार और सेल प्राइस को ले लेते हैं। सेल प्राइस को लेने के बाद आप इस पर क्लिक कीजिए एंड उसके बाद आप राइट क्लिक कीजिए, शो वैल्यू एज में जाइए एंड परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल। परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल कि पर्टिकुलर कॉलम का क्या टोटल है, तो आपके पास सेम ही आएगा आंसर कि परसेंटेज ऑफ कॉलम। अगर बहुत सारे कॉलम्स होते, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे भी कॉलम ले लेती एंड मैं सेकंड वाला प्राइस हटा देती हूँ, हाँ, क्योंकि अभी आप वो सीख चुके हो। हाँ जी, देखो, अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे कार एक्सेसरी है, जिसके अंदर आपको दिख रहा है मेल एंड फीमेल का, यहाँ पे आ रहा है सेल प्राइस और सेल प्राइस 3। मैं यहाँ की टोटल्स भी हटाती हूँ, रुको एक सेकेंड, डिज़ाइन में जाकर ग्रैंड टोटल ऑफ कर दिए, यहाँ से सब टोटल ऑफ कर दिए। ठीक है, अब आपको दिखा रहा है कि फीमेल ने कार एक्सेसरी इतना खरीदा, मेल ने इतना खरीदा। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज भी दिखा रहा है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज भी दिखा रहा है। चलो सब टोटल ऐड कर लेते हैं। ऑन फॉर द रोज ओनली। ठीक है, यहाँ पर मुझे ये वाला सब टोटल देखना था। तो देखो, अगर इन टोटल में बात करूँ तो यहाँ पर इन टोटल हम बात कर सकते हैं। अगर जेंडर वाइज बात करना है तो जेंडर का कंट्रीब्यूशन, अगर मैं बात करूँ फीमेल का कंट्रीब्यूशन टोटल में, फीमेल का कंट्रीब्यूशन मेनली साड़ी में है एंड यहाँ पे है, लेकिन फीमेल का कंट्रीब्यूशन 10% है। अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करना चाहूँ तो देख रहे हो आप, 10% लैपटॉप फीमेल्स खरीद रही हैं और 8.64 ही मेल खरीद रही हैं। इन टोटल अगर बात करा जाए तो आपका जो लैपटॉप है वो 9.4 का वेटेज रखता है। अगर मैं पूरी सेल की बात करूं, पूरी सेल की बात करूं तो साड़ी 35.55 है, लेकिन जिसमें 38%, अगर मैं इस वैल्यू में बात करूं तो साड़ी का टोटल वैल्यू में 38% जो है वो फीमेल आता है और बाकी मेल आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अलग अलग भी देख सकते हैं। अब इन्होंने अलग अलग, जस्ट बिकॉज आपने एक से ज़्यादा एक्सपेक्ट लिए हुए थे, तो अलग अलग का भी परसेंटेज निकाल दिया। दैट इज़ योर परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल। ठीक है, अब मैं यहाँ से ये डेटा हटा देती हूँ एंड मैं यहाँ से टोटल भी हटा देती हूँ। टोटल को चलो रहने देते हैं अभी के लिए, एंड मैं यहाँ से जेंडर भी हटा देती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास ये डेटा आ गया है। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या आता है? एक और सेल प्राइस ले लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट हम कैलकुलेशन देखने वाले हैं। नेक्स्ट कैलकुलेशन पे आप राइट क्लिक पे करेंगे, शो वैल्यू एज पे जाएंगे और उसके बाद आता है परसेंटेज ऑफ रो टोटल। तो परसेंटेज ऑफ रो टोटल तो अभी 100% रहेगा, कोई रोज में है नहीं। लेकिन मैं अगर इस जेंडर को उठाकर यहाँ पर रख देती हूँ तो देखो, इसने मुझे दिखाया कि फीमेल का जो पोर्शन है वो इतना है, मेल का पोर्शन, ये सबको 100 ही दिखाएगा। तो मेरे को एक चीज़ और लेनी पड़ेगी यहाँ पे। अब मुझे करना पड़ेगा, मैं यहाँ से इसे हटाती हूँ और दोबारा ये लेती हूँ एंड उसके बाद हम यहाँ शो वैल्यूज परसेंटेज ऑफ रॉस। नहीं, हमें ये वैल्यूज़ यहाँ नहीं चाहिए। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, मुझसे ही मिस्टेक हो गई है। वैल्यूज़ एंड वैल्यूज़ एंड वैल्यूज़ को हम लेंगे एंड हम यहाँ शो वैल्यूज़ परसेंटेज ऑफ रो टोटल लेंगे। तो देखें, यहाँ पर एक में टोटल नज़र आ रहा है। ओके, मेरे को डिज़ाइन में जाकर इसको टैबुलर फॉर्म में कर लेना है। तो टैबुलर फॉर्म में देखो ये मुझे किस तरीके से दिखा रहा है, देखिए। और ये मुझे, हाँ, 100%, 100%, 100%।
ये मुझे रो टोटल ढंग से नहीं दिखा पा रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे रखती हूँ। हाँ, अभी ठीक दिखा रहा है, ये मैं यहाँ रखती हूँ, अभी और ठीक दिखाएगा ये मुझे। एंड मैं वैल्यूज़ को, स्टेट को मैं हटा ही देती हूँ। ओके, मुझे कुछ तो चाहिए। प्रोडक्ट नेम लेते हैं हम, प्रोडक्ट नेम यहाँ लेते हैं, यहाँ पे हम कैटेगरी लेते हैं। तो देखिए, कार एक्सेसरी अगर डेकोर में बात करूँ तो 78.04 का पोर्शन रखती है और बाकी नहीं रखते हैं। और फीमेल के अंदर, फीमेल का टोटल यहाँ पे आया। अब मैं यहाँ से एक बार के लिए सब टोटल हटा देती हूँ। तो देखो, मेल का अगर मैं देखूँ तो डेकोर के अंदर 21% मेल का आ रहा है। चेयर की मैं बात करूँ तो फीमेल तो परचेज ही नहीं कर रही है। अगर मेल की बात करूँ तो मेल भी यहाँ पर जस्ट बिकॉज वो 1% था इन टोटल, तो वो ले ही नहीं रहा है। ठीक है, और मैं यहाँ से सेल प्राइस हटा देती हूँ। सिर्फ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर हमें देखना हो, ये वाले में परसेंटेज वाला नहीं हुआ। ओके फाइन, शो वैल्यू एज रॉ टोटल। हाँ ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ होम डेकोर की, तो उसमें फीमेल का ही पोर्शन 63.60 है। इलेक्ट्रॉनिक में ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक में 00 रहेगा, क्योंकि वो किस कैटेगरी का है, वो डेकोर कैटेगरी का है। और मेल का मैं 36.40 देख सकती हूँ। अगर वहीं साड़ी की बात की जाए तो फीमेल ने फैशन में 59.02 आ रहा है और यहाँ पे 40.98 आ रहा है। और टोटल आपका 100% बनेगा ही, बिकॉज टोटल वैल्यू आपके पास दो ही तो जेंडर है, मेल एंड फीमेल, तो उसका टोटल यहाँ पे आ जाएगा। आपको समझ आया कि जब आपको रो वाइज परसेंटेज का टोटल चाहिए और यहाँ पे कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो गई है, आपने कुछ भी नहीं किया। आपने क्या किया है, बस आप यहाँ पर चीज़ें प्लेसमेंट की है। जस्ट बिकॉज आपको रोज़ का टोटल चाहिए ना, तो आप सारी चीज़ें कॉलम में शिफ्ट कर दीजिए सो दैट वो रोज़ में यहाँ पर दिखाएं। और अब आपको यहाँ पर उसका टोटल कर सकते हैं। जब हमें कॉलम में चाहिए थी तो सारी चीज़ें हमने रोज़ में शिफ्ट की थी एंड देन हम उनका टोटल देख पाए थे। तो इस तरीके से हम बाय रोज़ भी टोटल देख सकते हैं। अब मान लीजिए मैं यहाँ से जेंडर हटा देती हूँ, कैटेगरी भी हटा देती हूँ एंड इसको एज इट इज़ रखती हूँ। एंड इसमें एक दूसरा कैलकुलेशन करते हैं, शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ। परसेंटेज ऑफ मतलब क्या, किसके कंपैरिजन में आप दिखाना चाहते हो। प्रोडक्ट नेम तो आपका बेसिक फील्ड है, लेकिन आप यहाँ पर किसके बेसिस पे आप दिखाना चाहते हो। मैं साड़ी के बेसिस पे, बिकॉज साड़ी सबसे अच्छा कर रही है, मैं साड़ी को अगर 100% लूँ तो उसके कंपैरिजन में बाकी सब लोग कितना कम कर रहे हैं। चेयर तो ओ माय गॉड बिल्कुल ही कम है। अगर मैं साड़ी की वैल्यू को 100% कर दूं, अगर मैं उसे 100% दिखाऊं कि भाई जितनी भी मैक्सिमम सेल है वो साड़ी से हो रही है, तो उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो कौन सा ज़्यादा अच्छा कर रहा है, तो सूट अच्छा कर रहा है। आप देख सकते हो कि 80% है। मतलब अगर साड़ी को मैं कहूँ कि मैं 100 रुपये की साड़ी बेचती हूँ, तो 100 रुपये की साड़ी बेच रही हूँ, तो अगर मैंने 100 साड़ी बेची है ना, तो मैंने 80 सूट भी बेचे होंगे। अगर मैंने 100 साड़ी बेची है तो इसका मतलब ये है कि मैंने 26 लैपटॉप भी बेचे होंगे। देखो 26%। अगर मैंने 100 साड़ी बेची है तो ये फैक्ट है कि मैंने 18 मेल की ड्रेसेस भी बेची होंगी। अगर मैंने 100 साड़ी बेची है तो इसमें ये भी होगा कि मैंने 10 लगभग या 11 लगा लो वुमेन ड्रेस भी बेची होंगी। अगर मैंने 100 साड़ी बेची हैं तो ये कह सकती हूँ मैंने 15 होम डेकोर का सामान भी बेचा होगा। तो वो चीज़ कंपेयर किससे कर रही है, साड़ी से। साड़ी को बेस ले लिया, तभी तो वहाँ पे बेस फील्ड लिख के आया था। साड़ी को हमने बेस लिया कि अगर मैं 100 साड़ी, अगर मैं 100%, तो परसेंट भी ना समझ के इसको इस तरीके से समझो, ज़्यादा बेहतर क्लैरिटी मिलेगी। वो परसेंटेज में गिवन है, आप उसको समझो इस तरीके से कि अगर मैं 100 साड़ी बेचती हूँ तो उसके ऊपर अगर मैंने 100 साड़ी निकल गई है तो इसका मतलब ये कह सकती हूँ 80 सूट भी उसके साथ निकले होंगे। अगर मैंने 100 साड़ी बेची है तो मैं ये कह सकती हूँ कि 18 मेल ड्रेस भी निकली होंगी। अगर मैंने 100 साड़ी बेची है तो उसके ऊपर मैं ये कह सकती हूँ मैंने 26 लैपटॉप भी बिक गए। यहाँ से मेरी 100 साड़ी बिक गई है तो मैं ये कह सकती हूँ यहाँ से ऑटोमेटिकली 26 लैपटॉप भी लगभग निकल गए होंगे। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, किसी एक कैलकुलेशन को उसका बेस बना दिया, साड़ी को बेस बना दिया, और बाकी चीज़ें जो हैं आपने वो उसके कंपैरिजन में देखी। 100 इज योर बेस। साड़ी में 100 बेचती हूँ तो मैं लैपटॉप कितना बेच रही हूँ, विच इज़ 26। साड़ी में 100 बेचती हूँ तो मैं सूट कितना बेच रही हूँ, विच इज़ 80। साड़ी में 100 बेचती हूँ तो मैं होम डेकोर कितना बेचती हूँ, विच इज़ 15। तो इस तरीके से आप कोई भी डायरेक्टली कैलकुलेशन कर सकते हैं। और आगे कैलकुलेशन देखते हैं इसको। लेट मी जस्ट रिमूव इट। हम एक एक करके सारी कैलकुलेशंस देखेंगे, जितनी हम कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपने पिवट में स्ट्रांग हो जाएंगे एंड हम यहाँ पे मल्टीपल काम कर सकते हैं। एंड देखिए, जहाँ पे भी कहीं पे भी अगर आपको कहीं कोई डाउट आता है ना, तो मैं यही कहती हूँ कि आप ना एक एक करके पूछते रहो।
आप इस सेशन को बहुत इंटरेक्टिव समझो। आप यहाँ पर एक-एक करके पूछते रहो, एक-एक करके पूछते रहोगे ना, तो उससे होगा ये कि आपको बार-बार मतलब मान लीजिए जिस टाइम पे जो डाउट आया आपने पूछ लिया, उसके बाद आपको उस चीज़ का रिप्लाई तो मिल जाएगा। तो आपका कोई भी डाउट रहेगा नहीं, छूटेगा नहीं, ठीक है? आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ओके, तो आप सारे चीज़ें पूछ सकते हैं यहाँ पे। चलें अब हम आगे शुरू करते हैं। मैंने इसी को ही चेंज कर लेना है दूसरी कैलकुलेशन में, ठीक है? तो हम दूसरा कैलकुलेशन देखते हैं। शो वैल्यू एज़ में आते हैं। हमने परसेंटेज ऑफ ये कर लिया था। नाउ परसेंटेज ऑफ पेरेंट रो टोटल, परसेंटेज ऑफ पेरेंट रो टोटल, तो उसके लिए हमें वापस से वही वाला थोड़ा-सा सिनेरियो बिठाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इसको रखते हैं एंड यहाँ पर ये वैल्यूज़ थी। हमें जेंडर वाइज़ कॉलम में हमें और चीज़ें रखना था एंड हम ये वाला सेल प्राइस हटा देते हैं एंड देखिए, एक सेकेंड और रुकिए, हम एक चीज़ और ले लेते हैं यहाँ पे सो दैट हमें बेहतर क्लैरिटी आए इसके बारे में कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। और अगर मैं मान लीजिए इसको भी यहाँ पे रख देती हूँ तो विच इज़ वेरी रॉन्ग एंड हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने किया परसेंटेज ऑफ रो टोटल। तो रो टोटल आपका जो भी हो रहा था, आपने रो टोटल इस तरीके से निकाला था, उसके बेसिस पे जो परसेंटेज आया है वो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। ग्रैंड टोटल की अगर मैं बात करूँ तो विच इज़ 201%। इस 201% में आपका 31% डेकोर में फीमेल का आ रहा है एंड मेल में डेकोर का इतना परसेंट आ रहा है। अब आप कहिए कि मैम अगर मान लीजिए मैं ये कैलकुलेशन इस तरह ना करके राइट क्लिक करके शो वैल्यू एज करके परसेंटेज ऑफ रो टोटल करते तब क्या आता? तो देखो यहाँ पे 78% हमारा कार एक्सेसरी का फीमेल लेके जा रहे हैं और मेल यहाँ पर आपका 21% लेके जा रहे हैं। दैट इज़ योर मेन थिंग कि कार एक्सेसरी के टोटल के अंदर 78% जो पोर्शन है वो फीमेल का है और 21 पोर्शन जो है वो मेल का है। लेकिन जब हम करते हैं शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ पेरेंट रो टोटल, दैट मीन्स कार एक्सेसरी अपने आप में 2.101 का शेयर रखती है। ये बात आप समझते हो? एक काम करते हैं यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ, एक सेकेंड, कंट्रोल ई करती हूँ, कंट्रोल सी करती हूँ, यहाँ पे कंट्रोल वी करती हूँ। हमने एक और पिवट बना लिया है। एक और पिवट के अंदर मैंने यहाँ पर आपकी ये सारी चीज़ें हटा दी हैं। ओके, ये रख लिया है और मैंने इसको करके शो वैल्यू एज करके परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल कर दिया है एंड मुझे यहाँ से इतनी चीज़ें नहीं चाहिए थी। चलो इतनी चीज़ें ही रखो। ग्रैंड टोटल में देखो आपके पास कितना है, क्या है, ये मैं हटा देती हूँ। देखो आप अगर मैं बात करती हूँ कार एक्सेसरी अपने आप में टोटल का कितना परसेंट लेती है, विच इज़ 2.01%। अब यहाँ पे परसेंटेज ऑफ रो टोटल का मतलब क्या हुआ कि 2.01% के अंदर अगर मैं देखूं तो डेकोर में फीमेल का कंट्रीब्यूशन इज 31% और अगर मेल के कंट्रीब्यूशन की बात हो तो 18.44%। वहीं पे देखो जब साड़ी की बात हुई थी कि साड़ी इन टोटल 35.55% का जो है वो कंट्रीब्यूशन देती है, तो उस केस में अगर मैं बात करूं तो फीमेल अपने आप में 52.91 का कंट्रीब्यूशन देती है एंड फैशन अपने आप में 41.29 का देता है। और यहीं पे अगर मैं इसको चेंज कर देती परसेंटेज ऑफ रो टोटल दिखाती तो मुझे पता लगता कि जो साड़ी है वो यहाँ पर 59.02% हमारी फीमेल खरीद रही हैं एंड द अदर परसेंटेज वो मेल खरीद रहे हैं और टोटल हमारा 100% हो जाता। तो ये पर्टिकुलर बस ये है कि पेरेंट टोटल का मतलब क्या है कि हमने उसके उस पूरे टोटल के अंदर उसका जितना कंट्रीब्यूशन होता है उसमें परसेंटेज निकाला है। मतलब अगर मैं बात करूँ साड़ी का जो कंट्रीब्यूशन है वो 35.55% है, तो उस 35.55% को हमने टोटल मानकर उसके अकॉर्डिंग हमारे परसेंटेज हमने यहाँ पे डिवाइड किए हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। कहीं पे भी कोई डाउट होता है आप पूछ लीजिए। थोड़ा सा डेटा हमारा जो होता है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे थोड़ी थोड़ी चीज़ें ट्रिकी ज़रूर होती जाएंगी, लेकिन आपने ध्यान से समझनी है। आपने बस यहाँ पे ये समझना है कि जब मैं पहले बात कर रही थी तो यहाँ पे टोटल 100% था, तो वो अपने आप में सिर्फ कार एक्सेसरी की बात की जाए तो अपने आप में मेल का कितना कंट्रीब्यूशन और फीमेल का कंट्रीब्यूशन कितना है। लेकिन अब मैं पूछ रही हूँ कि पूरे में जब कार एक्सेसरी का कंट्रीब्यूशन 2.01% है तो इस कंट्रीब्यूशन के लिए फीमेल का कितना कंट्रीब्यूशन और मेल का कितना कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो ये बात इस तरीके से है। चले अब हम इस वाली पिवट में से चीज़ें हटा देते हैं
और इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब हम कोई दूसरी कैलकुलेशन देखेंगे, सेम एज आप परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल के लिए भी कर सकते हैं। कॉलम टोटल यहाँ पे नहीं आया है क्योंकि यहाँ पे कॉलम भी कुछ है नहीं, तो हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा एंड हमें एक दो चीज़ें और ऐड करनी पड़ेंगी, तो हम वापस से वही जेंडर कर देते हैं। अब अगर मैं बात करती हूँ कॉलम टोटल की, तो ऑब्वियसली मुझे इसको भी यहाँ पे रखना पड़ेगा एंड जेंडर को यहाँ रखना पड़ेगा, कैटेगरी को यहाँ रखना पड़ेगा। अपोजिट हो गया है, जो चीज़ आप अभी पेरेंट के लिए कर रहे थे वही चीज़ अब आप यहाँ पे किसके लिए कर रहे हो, आप कॉलम के लिए कर रहे हो। तो सेम वही वाली चीज़ है। अगर मैं फीमेल का कंट्रीब्यूशन का बात करूँ अभी के लिए यहाँ पर, ओके प्रोडक्ट नेम यहाँ पे, एक सेकेंड रुके आप, मुझे 1 मिनट दीजिए। ओके यहाँ कह रहा है कि वो स्पेस नहीं है, मैं थोड़ा सा इसे स्पेस दे देती हूँ एंड here we go। ठीक है, तो यहाँ पर उसने कॉलम का टोटल करके बताया है, लेकिन यहाँ पर अभी भी हमें 100% नज़र आ रहा है, तो मतलब हम कुछ ना कुछ मिस्टेक ज़रूर कर रहे हैं। हम एक बार चेक कर लेते हैं, हम राइट क्लिक करते हैं, शो वैल्यू एज करते हैं, पेरेंट कॉलम टोटल लेते हैं, तो पेरेंट कॉलम टोटल तो ये आएगा, नीचे आएंगे ये। ओके फाइन, हम डिज़ाइन टैब में जाएंगे, हम अपने ग्रैंड टोटल्स को ऑन कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे टोटल आ रहा है कि मेनली कितना क्या है, और अब मुझे यहाँ पे तो जेंडर को रखना चाहिए, यहाँ पे कैटेगरी को रखना चाहिए, प्रोडक्ट नेम हमें यहाँ रखना चाहिए। अगर मैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात करूँ तो कार एक्सेसरी का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन था, विच इज़ 2.01%। 2.01% था ना अभी तक पढ़ते हुए रहे। इसमें फीमेल ने, डेकोर ने 31.49 का कंट्रीब्यूशन दिया है और मेल ने 18.44 का कंट्रीब्यूशन दिया है। टेबल इज सेम, डिपिक्शन इज सेम, आंसर इज सेम, डेटा सेम है, तो सब कुछ तो सेम ही रहेगा। दिखाने का तरीका बदल गया। मुझे वो रो वाला बेहतर नज़र आ रहा था, बेहतर था, पूरी बड़ी टेबल थी आपकी, लेकिन अगर आप उसे कॉलम वाइज भी दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। जैसे आपने सारी का भी देखा था, तो सारी का देखो यहाँ पे 35.55% है, 52% आपका फीमेल की तरफ से आया एंड 41% आपका मेल की तरफ से आया है। सेम है, सब कुछ सेम है, एग्जैक्टली सेम है, बस जो चीज़ आपने रो के लिए की थी वो चीज़ यहाँ पे कॉलम के लिए की है। वहाँ पर जब आप रो के लिए कर रहे थे तो सारी चीज़ें कॉलम में थी और प्रोडक्ट नेम आपका रो में था, लेकिन अब जब आप कॉलम के लिए कर रहे हो तो जो चीज़ मेन है वो कॉलम में है और बाकी चीज़ें रो में है। बस इतना सा फ़र्क आया और कुछ भी फ़र्क नहीं आया है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देती हूँ एंड सम ऑफ सेल प्राइस, ओके फाइन, मैं यहाँ पे वापस से लगा देती हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। एंड यहाँ पे हमारा वापस से पिवट बन गया है क्योंकि हमें आगे की कैलकुलेशन देखनी है। मैं इसे सेलेक्ट करूँगी, राइट क्लिक करूँगी, शो वैल्यू एज में जाऊँगी एंड यहाँ पर मैं देखती हूँ परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल। परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल भी हो चुका है, मतलब जो भी मेन है उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज है, तो काइंड ऑफ सेम है। डिफरेंस आप ये समझ लीजिए जैसे कि आपने ये नहीं देखा था कि हमने साड़ी को बेस बनाकर बाकी चीज़ें देखी थी। अगर मैं साड़ी इतना बिक रहा है और मैं देखना चाहती हूँ कि उसके बराबर में बाकी चीज़ें कितनी नहीं बिकी हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंग कर रहे हो और किसको बेस लेना है, यहाँ पे सबको बेस ले सकते हो। आपने साड़ी को बेस ले लिया ना, ओके कर दिया, तो उस बेसिस पे आपने ये देख लिया, लेकिन अभी देखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो एक काम करते हैं, एक सेल प्राइस और हम ऐड कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग। अब देखते हैं, सबसे कम वाले को ले लेते हैं, चेयर को ले लेते हैं, उसके बराबर में बाकी लोग कितना अच्छा कर रहे हैं ये जान लेते हैं, कुछ पॉजिटिविटी तो लेकर आए हैं कि नहीं है। तो चलें, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, शो वैल्यू एज में जाएंगे एंड यहाँ से डिफरेंस फ्रॉम ले लेंगे एंड यहाँ पर अब मैं चेयर ले लेती हूँ बिकॉज मेरे को पॉजिटिव कुछ दिखाना है, तो मैंने ओके किया। तो देखो, अगर मैं चेयर के बदले में चेयर से कंपेयर करूँगी तो ऑब्वियसली ज़ीरो है, चेयर को मैंने बेस ले लिया है। चेयर के बदले अगर देखा जाए ना तो इसने इतना ज़्यादा किया है, ये है क्या, समझो, फंडा समझो। चलो ठीक है, मैं फंडा समझाती हूँ थोड़ा सा ना, थोड़ा सा समझो। आपके पास एक शॉप है जिसके अंदर आप चॉकलेट बेचते हो, ठीक है, टॉफ़ी बेचते हो, कुछ क्रैकर्स जो आते हैं, कुछ वेफर्स ये बेचते हो, ठीक है। अब टॉफ़ी जो बिकती है आपकी वो आपका बिकता है 200 का, क्रैकर्स बिकते हैं आपके 300 के, वेफर आपके बिकते हैं 500 की और चॉकलेट आपकी बिकती है 700 की। तो अगर आप अच्छी चीज़, पॉजिटिविटी वाली चीज़ करना चाहते हो, आप देखना चाहते हो यार मैं ना टॉफ़ी सबसे कम बिकती है 200 रुपये की, अगर मैं टॉफ़ी को बेस रख के देखना चाहूँ बाकी लोग कितना ज़्यादा कर रहे हैं, तो अगर मैं क्रैकर को देखूंगी तो यार ये तो 100 रुपये ज़्यादा कर रहा है, फिर मैं वेफर को देख रही हूँ, अरे यार ये तो 300 रुपये ज़्यादा कर रहा है, और अगर मैं चॉकलेट को देखूँ तो सीधा 500 रुपये ज़्यादा कमाता है ये।
चॉकलेट मुझे 500 रुपये ज़्यादा कमा के देता है टॉफ़ी की जगह पे। टॉफ़ी को अगर मैं बेस रख लूँ तो चॉकलेट कितना ज़्यादा कर रहा है, 500 रुपये ज़्यादा कमा के दे रहा है। क्रैकर कितना ज़्यादा कमा के दे रहा है, 100। तो सेम काम यही है कि यहाँ पे आपने चेयर को बेस रखा सबसे कम वाले को, कि यार मैं ना इतना मतलब ये है मेरे पास, अगर मैं देखूँ इससे ज़्यादा कितना कमा रहे हैं बाकी लोग। अगर कार एक्सेसरी की बात करें तो इतना ज़्यादा कमा रहे हैं, ईयरबड की बात करें तो इतना ज़्यादा कमा रहे हैं, होम डेकोर, लैपटॉप, मेल ड्रेस, साड़ी, साड़ी सबसे ज़्यादा कमा रही है ना, और उसके बाद सूट आ गया आपका। ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज़ ये दोनों ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियसली यही ज़्यादा का डिफरेंस आएगा ना, वो सबसे कम है। तो यहाँ पे ये चीज़ पता लग रही है, जो डिफरेंस फ्रॉम है वो आपको ये चीज़ बता रहे हैं। समझ आया सभी को? आई गेस समझ आया होगा। अगर इन एनी केस नहीं समझ आता तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके। एंड चले, अभी ये जो चीज़ करी है ना, ये तो आपके वैल्यू में आया। मैं एक बार और ऐड कर लेती हूँ यहाँ पे। यही चीज़ आप चाहें तो परसेंटेज में भी देख सकते थे। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज भी आप डिफरेंस में लिया, और बेस आपने इसमें चेयर को रखा है ना, चेयर को लिया एंड ओके। तो इन टर्म्स ऑफ चेयर इतना सा है और उसके बदले में 646%। और ये तो देखो, साड़ी तो देखो। अब चलो उल्टा करते हैं, मैं इसको लेती हूँ एंड शो वैल्यू एज में परसेंटेज ऑफ डिफरेंस फ्रॉम में मैं यहाँ पे लेती हूँ साड़ी को लेने के बाद मैं ओके करती हूँ। तो साड़ी के बदले अगर मैं देखे जाऊँ तो ये लोग कितने कम हैं, कितना कितना परसेंट कम है। तो जो चीज़ आपने अभी वैल्यू में निकाली है, अगर वही चीज़ अगर आप परसेंटेज में निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। नथिंग न्यू, वही चीज़ थी, बस आपको उसकी जगह परसेंटेज में निकाल के बताया। नेक्स्ट आपके पास कैलकुलेशन आती है, आप राइट क्लिक कीजिए, शो वैल्यूज पे जाइए, और उसके बाद आपके पास आता है रनिंग टोटल। रनिंग टोटल क्या होता है, पहले रनिंग टोटल समझें और उसके बाद हम रनिंग टोटल करेंगे। अगर मैं बात करती हूँ रनिंग टोटल की, तो रनिंग टोटल का मतलब क्या है, बहुत ही बेसिक सा मतलब है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख देती हूँ, 2 4 6 8 10, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ भी नंबर्स लिख दिए हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, 2 आएगा। 2 + 4 कितना होता है, 6 होता है। 2 + 4 + 6 मतलब 6 + 6 कितना होगा, 12 होगा। 12 + 8 कितना होगा, 20 होगा। 20 + 10 कितना होगा, 30 होगा। सो दिस इज़ योर रनिंग टोटल। रनिंग टोटल क्या होता है, आगे जितनी भी वैल्यूज़ आती जा रही हैं उसमें वो जुड़ता हुआ चला जाएगा, दैट इज़ योर रनिंग टोटल, ओके। तो यहाँ से हम लोग इसे करेंगे। आपने कुछ नहीं करना, आपने इस पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, शो वैल्यू एज में जाना है, यहाँ से रनिंग टोटल करना है, प्रोडक्ट नेम का करना है, ओके। एंड पहला अमाउंट सेम है, इसके अंदर जब इसको ऐड करोगे, आप इन दोनों को सेलेक्ट करो, नीचे यहाँ पे टोटल देखो, विच इज़ 1161189, दैट इज़ योर आंसर। अगर मान लीजिए मैं इन तीनों का टोटल करती हूँ तो विच इज़ 1676653, दैट इज़ योर आंसर। अगर मैं इन चारों को लेती हूँ, और इनका टोटल देखती हूँ, विच इज़ 440956 1, विच इज़ योर 440956 अगर मैं इन सब का टोटल लेती हूँ एंड हमारा टोटल आता है 46492605 एंड 46492605। तो आप देख सकते हैं आपका रनिंग टोटल एकदम एक्यूरेट आ गया है, दैट इज़ योर रनिंग टोटल। उसके बाद आपके पास कोई वैल्यू आती है तो शो वैल्यू एज में जाकर परसेंटेज ऑफ रनिंग टोटल अगर आप दिखाना चाहते हो तो परसेंटेज भी दिखा सकते हो। आप इसका सेम ही परसेंट आएगा, 2.01, इसमें इसका कितना परसेंट था, 0.8 था, तो इसमें 0.8 इसमें जुड़ गया, इसी तरीके से और जुड़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप पहुंचे, सारी का 35% था तो 24.57 प्लस में 35 पॉइंट समथिंग था, फिर 60 बन गया, फिर 62 बन गया। आपको पता है कि सूट का हमारा लगभग 28% था, तो 62 प्लस में 28 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली ऑफ 90% और 91%, तो आपका यहाँ पर ये आंसर आ गया। तो वही चीज़ अगर वैल्यू वाली चीज़ अगर आपको आपके परसेंटेज में चाहिए तो आप यहाँ पे परसेंटेज से भी निकाल सकते हैं। राइट क्लिक कीजिए, शो वैल्यू एज में जाइए, और उसके बाद रैंक आता है। अगर मान लीजिए मैं रैंक देना चाहती हूँ कि सबसे पहला किसने किया है, सबसे बाद में किसने किया है, या फिर उसका उल्टा करना चाहती हूँ, तो दोनों तरीके से रैंक हम डायरेक्टली दे सकते हैं। हमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, हमने रैंक किया है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड हम लोगों ने ओके कर दिया है, तो दैट इज़ योर रैंक। ऑटोमेटिकली आपके पास रैंक आ गई है। चेयर का रैंक ये है, ईयरबड्स का रैंक ये है, सबसे टॉप का रैंक किसका है, 11 का, क्योंकि मैंने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट किया था। अगर यही चीज़ मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करती, जनरली हम लोग जो रैंक दिखाते हैं वो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट दिखाते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने ऐसा किया। तो सबसे पहले जो आपके पास आया रैंक साड़ी का आया, फिर सूट का आया, फिर आपके लैपटॉप्स का आ जाएगा आई गेस, एंड उसके बाद आप देख सकते हो और मेल ड्रेस का आ गया है, एंड इस तरीके से आपने अपनी रैंक निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपनी सभी वैल्यूज़ को कंप्लीट कर लिया है। चले अब हम आगे किसी और टॉपिक को देखते हैं।
वो कुछ पिवट टेबल की सेटिंग्स देखेंगे। एक तो मैं यहाँ पे बेसिक्स बता देती हूँ कि जितने भी आपने ऑप्शंस एक्सप्लोर किए हैं, वो अगर आप यहाँ पर जाकर नहीं देखना चाहते हैं, तो आप राइट क्लिक करके यहाँ पे भी देख सकते हैं। जैसे आपने वैल्यू की जो फ़ील्ड चेंज की थी, तो आप फ़ील्ड सेटिंग में जा रहे थे, तो आप वहाँ पे ना जाके जैसे डायरेक्टली यहाँ पे भी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे मेरे को अभी यहाँ पे सम चाहिए, तो मैंने सम कर दिया है। अदर थिंग, अगर मान लीजिए आप अपने डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं, मतलब अगर लार्जेस्ट वैल्यू सबसे ऊपर दिखाना चाहते हैं विच इज़ सारी, तो आप ये कर सकते हैं। आप कहीं पे भी क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे सॉर्टिंग का ऑप्शन है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे चले जाइए, तो इसने ऑटोमेटिकली वो सॉर्टिंग करके दे दी है। जो लार्जेस्ट है वो सबसे ऊपर आ गया है, जो स्मॉलेस्ट है वो सबसे नीचे आ गया है। अगर किसी और तरीके से सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद एक और ऑप्शन आपके पास आता है, बाकी ऑप्शन तो वही हैं जो अभी आपने ऊपर एक्सप्लोर किए हैं। यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है विच इज़ योर पिवट टेबल ऑप्शंस। पिवट टेबल ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरीके की विंडो आती है, जिसके अंदर बहुत सारी सेटिंग्स हैं जो कि आपके रिप्रेजेंटेशन में या कोई भी छोटा मोटा काम करने में हेल्प करेगा। सबसे पहले हम लोग जो हैं वो इसमें है लेआउट एंड फॉर्मेट में, कि इस फॉर्मेट के बारे में अगर कुछ भी चेंजेस करनी हो तो कैसे होंगे। अभी के लिए मैं इसे ऑफ कर देती हूँ, विच इज़ मर्ज एंड सेंटर विद द लेबल्स। ये कैसे काम करता है, पहले उस काम को करने के लिए हमें वो सिचुएशन बनानी पड़ेगी, बिकॉज हर एक काम सिचुएशन के बेसिस पे होता है। तो मैंने यहाँ पे एक सिचुएशन बना दी है जिसके अंदर फैशन आपका कैटेगरी है, इलेक्ट्रॉनिक एंड डेकोर है, और आप देख पा रहे हो कि उसके बाद जो सेल्स हैं वो आपके यहाँ पर खाली हैं। तो इनको भरने के लिए एक तो तरीका आपके पास था कि डिज़ाइन टैब में जाकर आप रिपोर्ट लेआउट में जाकर आप यहाँ पे रिपीट ऑल आइटम्स कर देते और इस तरीके से। ये अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ चाहिए कि ये मिडिल में आ जाए। तो ऐसे केस में मैं क्या करूँगी, कहीं पे भी क्लिक करके राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शंस पे जाकर यहाँ इस मर्ज एंड सेंटर सेल्स को ऑन कर देंगे। इसको ऑन करने के बाद हम ओके कर देंगे, तो देखो अब जितनी भी हैं ये एक सेल बन गया है, अब डिफरेंट सेल नहीं है। इस सेल के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है, तो ये सेल आ गया, देखो इस तरीके से आ गया। इसको ओपन करो, आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आपको कैसे दिखाना है। अगर रिपीट कराना चाहते थे तो रिपीट भी करा सकते हैं, और अगर इस तरीके से मर्ज करना चाहते तो मर्ज भी करा सकते हैं। चलें नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आता है, जो इंपॉर्टेंट जितने भी हैं मैं आपको वो यहाँ पे कराने वाली हूँ। उसके बाद आपके पास एक आता है फील्ड्स के फिल्टर जो दिखाते हैं वो। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 फिल्टर ऐड कर देती हूँ, 3 ऐड कर लो, कुछ भी ऐड कर लो, फ़िल्टर में स्टेटस ऐड कर लो। अगर मान लीजिए आपके पास इस तरीके से फ़िल्टर नज़र आ रहे हैं, तो ये एक के ऊपर एक के ऊपर एक इस तरीके से फ़िल्टर नज़र आ रहे हैं। आपको ऐसे नहीं दिखाना, आप किसी और तरीके से दिखाना चाहते हैं, आप पिवट टेबल ऑप्शंस में जाएँ, यहाँ पे देखो डिस्प्ले फ़ील्ड्स इन रिपोर्ट फ़िल्ड एरिया फ़िल्टर एरिया, आप इस पे क्लिक करके ओवर द डाउन कर दीजिए एंड ओके कर दीजिए। तो ये इस तरीके से एक-एक करके आएँगे, साइड-साइड में आएँगे। देखिए साइड में आ गए हैं। अगर आपको साइड में नहीं चाहिए था, आप 2 हटा दीजिए। आपको साइड में नहीं चाहिए था, आपको ऐसे अप एंड डाउन में चाहिए था, राइट क्लिक कीजिए, पिवट टेबल ऑप्शंस में जाइए और यहाँ डिस्प्ले फील्ड्स इन रिपोर्ट फिल्टर एरिया को यहाँ पे डाउन द ओवर करके ओके कर दीजिए। तो ये अब यहाँ डाउन द ओवर वाली पोजीशन में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे। पिवट टेबल ऑप्शंस के अंदर आपको और क्या मिलता है, यहाँ पर आपको फॉर्मेट में मिलता है फॉर एरर वैल्यू। अगर मान लीजिए कोई एरर आ जाता है कहीं पे, तो वहाँ पर क्या वैल्यू शो करना है, क्या दिखाना है। मान लो वहाँ पे आपको 0 दिखाना है, एरर की जगह 0 दिखाना है, लेकिन या फिर आपको आ जाता है कि यहाँ पे कोई एम्प्टी सेल हो तो आपको 0 दिखाना है, तो आपने ये लिया और 0 दिखा दिया। अभी तो कोई एम्प्टी सेल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो एक काम करते हैं, हम अपने पिवट टेबल एनालाइज में जाकर अपने लिए जो चेंज डेटा सोर्स है उसमें जाकर अपने लिए जो ये थोड़ी सी रेंज को इंक्रीज़ कर देते हैं, सो दैट हमारे पास कुछ एम्प्टी सेल्स आ रहे हैं। अभी हमारी रेंज ये है, तो हमने 2-3 रेंज और बढ़ा दी है इस तरीके से एंड ओके कर दिया है। एंड हम अपने पिवट टेबल में जाकर इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद हमारे पास ब्लैंक सेल्स भी आ गए, लेकिन अब यहाँ पे 0 है। अगर मान लीजिए मैं पिवट टेबल ऑप्शंस में जाती हूँ एंड यहाँ पर कहती हूँ कि एम्प्टी सेल आए ना, तो वहाँ 100 लिख के आ जाए, तो ओके कर दो, तो देखो यहाँ पे 100 लिख के आ जाएगा। इट्स टोटली अप टू यू कि अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी लिखवाना हो तो आप लिखवा सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर मान लो कोई एरर हो, तो एरर में भी मेरा 0 लिख के आ जाए, एरर ना आए। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं राइट क्लिक करती हूँ, पिवट टेबल ऑप्शन में जाती हूँ और इस एरर वाले को हटा देती हूँ एंड ओके कर देती हूँ, और वहाँ पे मेन डेटा में जाकर कुछ एरर क्रिएट करती हूँ। एरर कैसे क्रिएट होगा, एरर को क्रिएट करने में टाइम थोड़ी ना लगता है। एरर को क्रिएट करना जा सकता है, ए इसको कर दिया, बी इसको कर दिया, लो जी एरर आ गया। मेन पिवट में गए, मेन पिवट फाइनल वाले में थे, इसमें गए, यहाँ पे जाके पिवट टेबल में एनालाइज में जाकर हम लोगों ने रिफ़्रेश ऑल कर दिया, तो यहाँ से मेरे पास एक एरर आ जाना चाहिए, लेकिन हमारा एरर नहीं आया। हमने एरर क्रिएट किया था, हम लोगों ने कार एक्सेसरी में क्रिएट किया था।
ओके, यही एरर हमें थोड़ा-सा एक्सपैंड करना पड़ेगा, इतने सारे एरर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। एक बार के लिए देखते हैं कि काम करता है या नहीं करता, हमारे एरर शो होते हैं या नहीं होते। उहुँ, अभी तो एरर आया नहीं, एरर नहीं आ रहे, उसकी वैल्यूज़ ही कम हो जा रही हैं, तो इस वजह से वो चेंजेस दिखा रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई एरर आता है आपका कहीं पे भी, कुछ भी, तो उस वक़्त भी आपको जो वैल्यू लिखवानी है, आप लिखवा सकते हैं, ठीक है? अगर आपके पिवट में कभी कोई एरर आ जाता है, कोई फ़ॉर्मूला में कुछ एरर आ जाता है, तो आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट सेटिंग देखेंगे, पिवट टेबल ऑप्शन में जाएँगे एंड उसके बाद ऑटो फिट कॉलम विड्थ ऑन अपडेट, कि मान लो कुछ चीज़ अपडेट कर रहे हो तो ऑटो फिट हो जाए कॉलम अपने आप। तो अभी के लिए तो क्या करेंगे हम लोग, इसे ऐसे कर देते हैं एंड मेन डेटा में जाकर हम जितने भी हमारे पास यहाँ पे मेन पिवट में क्या-क्या बनाया हुआ हमने, साड़ीज़ है ना, तो साड़ी वाले को हम चेंज कर देते हैं। तो कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल एच करेंगे, यहाँ पर हम फाइंड व्हाट में साड़ी डालेंगे, होम डेकोर साड़ी, कॉपी एंड यहाँ पेस्ट। तो ये हमें फाइंड शीट में ही करना ना, फाइंड ऑल कर दिया इसने। रिप्लेस कर लेते हैं, कॉस्टली साड़ीज, ऐसे कुछ भी मैं डाल दी हूँ, बनारसी साड़ीज, ताकि उसका विड्थ बढ़ जाए। मेरे को बस विड्थ बढ़ाने से मतलब है। रिप्लेस ऑल कर दिया, इतनी रिप्लेसमेंट हो गई है एंड मैंने क्रॉस कर दिया। अब मैं अपने मेन पिवट फाइनल में जाती हूँ एंड यहाँ से मैं पिवट टेबल एनालाइज में जाती हूँ एंड रिफ्रेश ऑल कर देती हूँ। तो यहाँ पर इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे विड्थ इंक्रीज नहीं हुई, उसको रैप टेक्स्ट में कर दिया। लेकिन वहीं पे मैं यहाँ पे पिवट टेबल ऑप्शंस में जाकर चेक करती हूँ ऑटो फिट विड्थ ऑन अपडेट, तो देखो इसने ऑटो फिट कर दिया है। अब उसने विड्थ यहाँ पे रैप टेक्स्ट ना लगा के इसी को ही इसके अंदर ले आए हैं, ठीक है? तो हम इसे कंट्रोल जेड कर लेते हैं एंड हम अपने डेटा में भी जाके चेक करते हैं सारी की जगह सारी आया है, नहीं आया, अभी भी नहीं आया, अब आ गया है, ठीक है? तो इस तरीके से आप चाहें तो ऑटो फिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट क्लिक कीजिए, पिवट टेबल ऑप्शन में जाइए, यहाँ पे प्रिजर्व सेल फॉर्मेटिंग ऑन अपडेट। तो मान लीजिए कोई अपडेट करते हैं बाद में और फॉर्मेटिंग को भी इसी तरीके से प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो आप इसे ऑन कर सकते हैं, आप इसे भी ऑन करके रखें। चलें, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शंस आते हैं। टोटल एंड फिल्टर्स का देखेंगे, शो ग्रैंड टोटल्स और ये सारी चीज़ें आपने वहाँ बाहर ऑप्शंस में देख ली हैं, आपको देखने की नीड नहीं है। सब टोटल में भी आप देख चुके हो, तो ये देखने का नीड नहीं है। डिस्प्ले पे आते हैं, शो एक्सपैंड एंड कोलैप्स बटन, तो मैंने आपको बताए थे ऑप्शन में डिज़ाइन पिवट टेबल एनालाइज में बटन्स हटाना चाहते हो तो हटा सकते हो। शो कॉन्टेक्सचुअल टूल टिप्स, हाँ, ये आप ऑन कर सकते हो एंड ओके कर दीजिए। जैसे ही आप इनके पास जाते हो तो देखो ये आपको लिख के दिखाते हैं, इसका पूरा इन्फॉर्मेशन देते हैं, है ना? आप कहीं पे भी जा रहे हो उसका पूरा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जहाँ पे आप पहुँचो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये बॉक्स सा नहीं है जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन लिखा है, तो आप ऐसा केस में इसको हटा सकते हो। आप यहाँ पे जाओगे, एक सेकेंड रुकिए, डिस्प्ले में जाओगे एंड शो कॉन्टेक्सचुअल टूल टिप्स आपने हटा दिए एंड यहाँ पर आपने ओके कर दिया। अब देखो आप किसी पे भी जाओ, कहीं पे भी जा रही हूँ, मेरे को कुछ आ ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। तो इसको भी हम जनरली ऑन रखते हैं सो दैट हमारे पास इन्फॉर्मेशन रहे। बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है ना वो ठीक है, लेकिन अगर आपको खुद से कोई सेटिंग करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, डिस्प्ले फील्ड, कैप्शंस, फ़िल्टर, ड्रॉप डाउन्स, ये वही सारी डिस्प्ले हैं एंड सॉर्टिंग करना, सोर्स ऑर्डर में रखना, ये सारी चीज़ें वही हैं जो मैं ऑलरेडी आपको सेटिंग्स में करा चुकी हूँ। देखिए, पिवट टेबल ऑप्शन से चले जाएँ चाहे यहाँ चले जाएँ, जिस तरीके से मैं आपको नहीं कहती कि सारे फीचर्स आपके स्क्रीन पे रहते हैं, लेकिन कुछ फीचर्स वहाँ पे नहीं होते, तो एक्सटेंशन के अंदर फीचर्स होते हैं। तो ठीक वैसे ही है कि सारे फीचर्स ऑलरेडी आप एक्सप्लोर कर चुके हो, लेकिन कुछ कुछ फीचर होंगे, जो 1-2 फीचर होंगे जो यहाँ पे डायरेक्टली मिल जाएँगे, वो वहाँ नहीं मिल रहे हैं। बस टोटल एंड फिल्टर्स का मैं बता चुकी हूँ, लेआउट हम कर चुके हैं। डेटा के अंदर आएँ तो सेव सोर्स डेटा विद द फाइल, इनेबल शो डिटेल्स, हाँ, तो हमारा शो डिटेल वाला ऑप्शन भी दिख रहा है। अगर मैं इसको करके ऑफ कर देती हूँ एंड पिवट टेबल एनालाइज पे जाती हूँ तो देखो यहाँ पर शो डिटेल्स वाली चीज़ ग्रे आउट हो चुकी है। अब मैं क्लिक कर रही हूँ तो नहीं आ रहा है, लेकिन वहीं पे ही अगर मैं राइट क्लिक करती हूँ, पिवट टेबल ऑप्शन में जाती हूँ, डेटा में जाती हूँ, इनेबल शो डिटेल कर देती हूँ, रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग द फाइल, ये वाला भी हम करेंगे तो अब देखो हमारे पास शो डिटेल का ऑप्शन आ जाएगा।
हम इस पे क्लिक करते हैं एंड अब हमारी शो डिटेल बन रही है, डिटेल हमारी आ गई है। तो इस तरीके से आप अपना शो डिटेल वाला ऑप्शन को भी बंद कर सकते हैं, अगर ऑन रखना चाहें तो ऑन रख सकते हैं। अभी अगर आप देखते हैं कि अभी आपको पता है कि मैं अभी भी डेटा को रिफ्रेश कर रही थी, तो मैं कभी भी जाती हूँ, कुछ चेंज करती हूँ, यहाँ आने के बाद रिफ्रेश करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं पिवट टेबल ऑप्शंस के अंदर जाकर, पिवट टेबल ऑप्शंस में जाकर, यहाँ पर डेटा के अंदर जाकर इसे रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग द फाइल कर दूँ एंड ओके कर दूँ, तो फाइल ओपनिंग पे ऐसा नहीं है कि मैं शीट में चेंज करके आऊँगी तो वो चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर, मैं अपने मेन डेटा में गई और सारी की जगह, कहाँ गया, हाँ, सारी की जगह एक क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन ये लिख दिया, और अब मैं अपने पिवट में आ गई, तो ये अपडेट हो जाएगा। नहीं हुआ अपडेट, एक तो आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, तो आ गया ये यहाँ पर। लेकिन अगर आप फाइल को खोल कर, मान लो मैं अपनी मेन डेटा में गई और मैंने ये कहाँ चेंज किया था, इसे डिलीट करती हूँ एंड यहाँ पर मैं सारी कर देती हूँ जो था, और इसे कंट्रोल एस कर देती हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस करने के बाद अब मैं इसे बंद कर देती हूँ। बंद करने के बाद अब मेरी फाइल जहाँ पे भी थी, अभी वहाँ पे तो क्वेश्चन था ना, अब मैं यहाँ पर जाकर मेन पिवट को ऑन करती हूँ। मेन पिवट हो गया, अब मैं अपने मेन फाइनल पिवट में जाती हूँ, तो देखो यहाँ से क्वेश्चन अब गायब हो चुका है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको कहा था ऑटोमेटिकली रिफ्रेश कर दो जब फाइल ओपन होगी। ओपन होने पे फाइल रिफ्रेश हो रही है, ऐसा नहीं है कि चेंज होते ही वहाँ पे रिफ्रेश हो जाएगा, उसके लिए तो आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो वहाँ पे सेव करके डेटा आपने बंद कर दिया और उसके बाद कोई चीज़ है तो वो ओपन हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास एक ऑप्शन था। उसके बाद पिवट टेबल ऑप्शंस में जाएंगे आप, डेटा के अंदर और ऑप्शंस देख सकते हैं। नंबर ऑफ आइटम्स टू बी रिटेन पर फील्ड, तो वो ऑटोमेटिक रहने दीजिए इसे, ठीक है। उसके बाद टोटल एंड फिल्टर्स हम देख चुके हैं। प्रिंटिंग का और देख लेते हैं, बाकी चीज़ें हम कर चुके हैं। प्रिंटिंग में क्या है ना, देखो एक तो है प्रिंट, एक्सपैंड और कोलैप्स बटन। अगर आप दिखाना चाहते हो तो अभी के लिए आपके पास यहाँ बटन्स नज़र आ रहे हैं, कंट्रोल पी कीजिए एंड यहाँ पर वो बटन्स नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप वो बटन्स दिखाना चाहते हो, राइट क्लिक कीजिए, पिवट टेबल ऑप्शंस में जाइए, प्रिंटिंग में जाइए एंड यहाँ पे इसे ऑन कर दीजिए, ठीक है। रिपीट रॉ लेबल्स ऑन ईच प्रिंटेड पेज, ये भी हम लोग करेंगे, चलो ठीक है। एक बार के लिए कंट्रोल पी करते हैं, तो देखिए इस टाइम पे आपके ये जो बटन्स हैं वो आ रहे हैं, इससे पहले ये बटन्स नहीं आ रहे थे। तो ये आपके ऊपर है कि आपने कोई चीज़ कैसे दिखानी है, आप उस तरीके से दिखा सकते हैं। उसके बाद अगर आप प्रिंटिंग में जाएंगे तो आता है रिपीट रॉ लेबल्स ऑन ईच प्रिंटेड पेज। तो अभी के लिए तो रॉ लेबल्स जो है वो हर जगह रिपीट नहीं हो रहे हैं एंड ओके कर दीजिए। तो आप कंट्रोल पी करेंगे। अभी तो आपका डेटा ही इतना छोटा है, अगर लाइक बहुत बड़ा डेटा होता तो वहाँ पर हर एक पेज पे आपका जितना भी रो के लेबल्स हैं, सब कुछ है, वो सारे के सारे रिपीट हो रहे होते, ठीक है। एक लास्ट ऑप्शन था जो कि ऑलरेडी टिक था उसमें, वो चेक कर लेते हैं। प्रिंटिंग के अंदर, प्रिंटिंग के अंदर आपके पास था सेट प्रिंट टाइल्स। अगर पर्टिकुलर जैसे हमारा प्रिंट टाइल हम पेज लेआउट में करते हैं, बिल्कुल वैसा ही है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट किया अपना पिवट टेबल सेटिंग्स। मेन जो थी मैंने उस पर पूरा टाइम दिया है। जो चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है ना वो समझे। देखिए एक्सेल बहुत बड़ा है, आप अगर सोचेंगे ना मैं सब कुछ सीख लूँ, सब कुछ नहीं सीख पाओगे। दूसरी चीज़, सब कुछ सीख के सब कुछ याद रख लूँ, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो जितना काम आता है, जितनी चीज़ें आती हैं, उससे थोड़ा-सा एडवांस और सीख लो, तो वो आपके काम को बेहतर बना देगा। इतना सीखोगे और उसी में मास्टरी करते जाओगे, अच्छा काम कर पाओगे, क्योंकि आपके काम में इस्तेमाल ही यही होता है। सोचते हो मैं पूरा इतना सब कुछ सीख लूँ और उसके बाद मैं सोचूँ कि मास्टरी हासिल हो सकती है, नहीं हो पाएगी। उतना सीखो एंड उसी चीज़ को उतना अच्छे से डीपली सीखो कि जितना काम आ रहा है, जितना जिसका यूसेज है, और उसी को ही धीरे-धीरे आगे बढ़ाते जाओ। तो ये एक अप्रोच ऐसी है जो आपको एकदम मास्टर बना देगी एक्सेल के अंदर। चलें अब हम आगे देखते हैं अपने ऑप्शंस। हमें 2 घंटे हो गए हैं पढ़ते हुए, तो थोड़ा-सा तो फन एक्टिविटी बनती है ना। तो चलें, मैंने ना एक गेम डिज़ाइन किया है जिससे कि आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है ना, वो सारा का सारा रिवाइज़ भी हो जाएगा और हम फन एक्टिविटी भी करेंगे और हम थोड़ा-सा रियल लाइफ़ वाले सिनेरियोज़ को भी समझ लेंगे कि वहाँ पे भी तो हमें यही सब जानना होता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा-सा आपको बता देती हूँ कि गेम होने क्या वाला है। मैंने ना एक क्वेश्चनेयर प्रिपेयर किया है हमारा वर्ड के अंदर। ये क्वेश्चनेयर प्रिपेयर है, ये भी आपको मिल जाएगा एंड डेटा के अकॉर्डिंग इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ठीक है। और हम लोग थोड़ा-सा वक़्त लगाएँगे, थोड़ा-सा तो वक़्त लगेगा, लेकिन ये 30 क्वेश्चंस करने में अगर 30 मिनट भी लग गया ना, क्योंकि 1 मिनट फॉर 1 क्वेश्चन अगर हम लोगों ने ले लिया तो एकदम सॉर्टेड हो जाएगा। फिर पिवट टेबल में इधर-उधर कुछ भी बात बचेगी ही नहीं,
ठीक है, तो चलें शुरुआत करते हैं। अपना टाइमर ऑन कर लीजिए। आई होप मैं 30 मिनट्स में इसे करवा पाऊँ। चलें, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, टोटल सेल्स कितनी हुई अक्रॉस ऑल रीजन? तो अगर मुझे ये जानना है तो कैसे होगा? आपके पास भी डेटा होगा या फिर आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अगर आप मेरी जगह होते तो इसे किस तरीके से करते? मुझे रीजन वाइज जानना है ना। ओके, रीजन 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 रीजन। ओके, मेरे इस डेटा में रीजन नहीं है। आई गेस मैंने किसी दूसरा डेटा लिया था, उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ थी। ओके, हम कैटेगरी वाइज इसे बता देते हैं, कोई बात नहीं। रीजन में हम स्टेट वाइज बता देते हैं। ठीक है, तो हम स्टेट को रो में लेंगे एंड उसने सेल पूछा है तो मैंने सेल प्राइस यहाँ पे ले ली है एंड मुझे टोटल सेल बताना है। तो टोटल सेल तो मेरी वैसे भी टोटल ही रहने वाली थी, पता नहीं मैंने इतना दिमाग क्यों लगाया। तो यहाँ पर सेल्स कितनी हुई है टोटल अक्रॉस ऑल रीजन, तो विच इज़ 51,00921। जो टोटल सेल रहेगा वही तो मेरा सेल रहेगा ना। अक्रॉस ऑल रीजन पूछ रहा है, तो इसको बोलते हैं कि हम लोगों ने जो है वो बेसिक दिमाग नहीं लगाया और हम लोग बस सीधा अपनी पिवट टेबल बनाने निकल गए। ठीक है, मैं यहाँ से इसे डिलीट कर देती हूँ एंड हियर इज योर आंसर। नेक्स्ट है, किस रीजन में हाईएस्ट सेल्स हुई है? हमारे पास रीजन नहीं है तो रीजन वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम छोड़ देंगे उसे। किस स्टेट में हमारी लोएस्ट सेल हुई है? ओके फाइन, ये हम बता सकते हैं, ये इसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी पिवट बना लिया है। तो किस सेल में हमारी लोएस्ट सेल हुई है, तो मुझे करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं सेल प्राइस ले लेती हूँ, इसको राइट क्लिक करती हूँ, शो वैल्यू एज में जाती हूँ एंड यहाँ से मैं रैंक कर लेती हूँ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट एंड मैं ओके कर लेती हूँ एंड यहाँ से मुझे पता लगा सबसे स्मॉलेस्ट सबसे स्मॉलेस्ट सबसे स्मॉलेस्ट क्या आएगा? 19 के बाद 20 के बाद भी कोई रैंक है क्या? नहीं है। 20 सबसे कम हुई है चंडीगढ़। चंडीगढ़ इज़ द राइट आंसर। तो आपको भी यही आंसर पता लगता है तो जल्दी से मुझे बताइए। तो हम यहाँ पर जाके लिख देंगे कौन सी सिटी में सबसे लोएस्ट सेल हुई है, विच इज़ चंडीगढ़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिटी में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट हुआ है? ओके, फिर जल्दी से भागो। सिटी पूछा है अब उन्होंने, तो स्टेट है हमारे पास एंड वी डोंट हैव सिटी ओवर हियर। तो जस्ट बिकॉज हमारा डेटा आई गेस चेंज हो गया है, अनफॉर्चुनेटली आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एंड कोई बात नहीं, हम स्टेट में बताते हैं सबसे हाईएस्ट कौन सा रहेगा। सबसे हाईएस्ट हमारा यही रहेगा, एक सेकेंड, सबसे हाईएस्ट तो फर्स्ट वाला रहेगा, राइट? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज़ द हाईएस्ट जिसने सेल सबसे ज़्यादा की है। तो हम लोग जाएंगे एंड यहाँ पर हम यहाँ ओके, हमने अब एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है। ये कह रहा है प्रॉफिट और मैं सेल का बात करके आ गई हूँ। तो देखिए, इसी तरीके से हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो हमें ये भी हटाना पड़ेगा, हमें ये भी हटाना पड़ेगा, हमें प्रॉफिट लेना पड़ेगा और हमें एक बार और प्रॉफिट लेना पड़ेगा। प्रॉफिट को लेने के बाद हम यहाँ पे शो वैल्यू एज में जाकर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। तो जो भी 1 आएगा, ओके, सबसे लास्ट जो रहेगा विच इज़ योर हाइएस्ट, 1 इज़ दिस, हाईएस्ट इज़ योर वेस्ट बंगाल। बंगाल ने बाजी जीती है, उत्तर प्रदेश ने नहीं। देखो, प्रॉफिट के मामले में वेस्ट बंगाल जीता है, सेल्स के मामले में उत्तर प्रदेश जीत रहा था। तो वेस्ट बंगाल ने इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो हम यहाँ पे करेंगे वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, जो लोग बंगाल से हैं प्लीज़ मेंशन करें, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया हमने। अच्छा, टॉप 5 बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन से हैं? टॉप 5 बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट अगर मेरे को बात की जाए तो ऑब्वियसली हम लोग बेस्ट सेलिंग, तो हमें ऑब्वियसली सेल प्राइस चाहिए। अगर सेल प्राइस के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लिया और एक बार और मैं ले लेती हूँ एंड यहाँ से मैं सबसे पहले तो मैं एक काम करती हूँ, राइट क्लिक करके इसे सॉर्ट कर लेती हूँ ताकि एकदम वो आ जाए। तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर लेते हैं। तो जो सबसे लार्जेस्ट हैं वो आ गए हैं। अब मैं अगर इन्हें रैंक भी करना चाहूँ तो ये उस तरीके से आ जाएंगे, रैंक लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हम रैंक करेंगे एंड ओके। तो विच इज़ 20, 19 एंड 1, 2। हाँ, हमें इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना चाहिए था, तो हम इसे रैंक में लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे एंड ओके। तो देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 विच इज़ योर उत्तर प्रदेश। आपका क्या आंसर आया? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड झारखंड, ये सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ आकर हम पेस्ट कर देंगे ये आंसर्स। तो ये हमारे आंसर्स आ गए हैं, ये कि इन लोगों ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, चलें नेक्स्ट देखें, किस जेंडर के कस्टमर ने ज़्यादा शॉपिंग की है? ओके, तो सिर्फ जेंडर्स का जानना है और ये जानना है कि किसने सबसे ज़्यादा शॉपिंग की है। तो सिर्फ जेंडर को यहाँ रख देते हैं और सेल प्राइस रख देते हैं एंड यहाँ से वैसे तो मुझे देखकर भी पता लग रहा है, लेकिन अगर नहीं पता लग रहा है तो उस केस में हम इसको लेंगे, राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद शो वैल्यू एज में जाकर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करके ओके कर देंगे। तो हमें पता लग रहा है मेल ने सबसे ज़्यादा
नहीं किया है, फीमेल नहीं किया है, बिकॉज स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट किया था, तो यहाँ पर हम लोग फीमेल लिखेंगे। तो किस जेंडर ने सबसे ज़्यादा शॉपिंग की है? फीमेल। ये मैंने पर्पसली नहीं किया था, ये ऑटोमेटिकली आ गया है। ठीक है, रीजन का क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं। टोटल क्वांटिटी सोल्ड फॉर ईच प्रोडक्ट कैटेगरी, ईच प्रोडक्ट कैटेगरी को उसको जानना है। ओके, हम यहाँ आंसर टाइप नहीं करेंगे, लेकिन इसे निकाल सकते हैं, और टोटल क्वांटिटी उसे चाहिए, वो भी ईच प्रोडक्ट का। तो हम प्रोडक्ट नेम यहाँ पे ले लेते हैं, एंड उसको क्वांटिटी चाहिए, तो हमारा प्राइस तो चला जाएगा, हम यहाँ पे क्वांटिटी ले लेते हैं, एंड उसको काउंट चाहिए। हमें उसको क्या जानना था, एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वांटिटी सोल्ड फॉर ईच प्रोडक्ट क्वांटिटी, तो कितनी सोल्ड की है, कितनी सोल्ड की है, सम नहीं चाहिए, कितनी सोल्ड की है। तो हमें बेसिकली काउंट चाहिए, तो हम इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पे समराइज वैल्यू बाय काउंट कर सकते हैं। तो ओके फाइन, हमारा ये आ गया। और अगर इसको टॉप 5 चाहिए थी, ओके, सिर्फ इसे टोटल क्वांटिटी चाहिए था, तो ये हमारा आंसर आ गया। हम उस पर फिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम देख सकते हैं हमारा ये आंसर आ गया है। वहाँ पे फिल करेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस कंज्यूम कर लेगा, तो ये वाला हमारा आंसर है। ठीक है, समझ आया? इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर ली थी। एक बार मैं राइट क्लिक करके पिवटेबल ऑप्शन में जाकर ये जो वैल्यू एरर को इसको खाली कर देती हूँ। 100 अच्छा नहीं लग रहा। ओके, दैट्स लुक बेटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। हमने 8 कर लिया है। चले 8 क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट आता है, कौन सी स्टेट सबसे प्रॉफिटेबल है प्रॉफिट परसेंटेज के बेसिस पे? प्रॉफिट परसेंटेज के बेसिस पे कौन सा स्टेट सबसे अच्छा कर रहा है? तो चलिए हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें समझ आया कि हमें प्रॉफिट निकालना होगा, तो सबसे पहले तो मैं ये हटा देती हूँ क्वांटिटी को, एंड प्रोडक्ट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट हम डायरेक्टली ले सकते हैं। प्रॉफिट को हम एक बार और ले लेंगे, परसेंटेज के बेसिस पे वो जानना चाहता था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे शो वैल्यू एस को परसेंटेज ऑफ ग्रॉस टोटल कर दिया। तो अगर मैं परसेंटेज वाइज देखूँ तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी हमारा सारी करके दे रहा है हमें, सम ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के बेसिस पे हम लोगों को ये पता लग गया कि सबसे ज़्यादा हमें सारी करके दे रहा है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वही जनरेट करना है। शायद यही जानना था कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। ओके, उसने कहा था स्टेट, तो हमने प्रोडक्ट ले लिया है, कोई बात नहीं, हम स्टेट ले लेंगे। यहाँ पे हमें स्टेट मिल जाए, कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है मुझे नहीं पता लग रहा है। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं एक बार और प्रॉफिट को ऐड कर लेती हूँ। प्रॉफिट, वेयर इज प्रॉफिट? ओके, प्रॉफिट मैंने एक बार और ऐड किया, राइट क्लिक किया, एंड यहाँ से शो वैल्यू है इसको। यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट है, तो हमने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट एंड ओके कर दिया। तो यहाँ पर मुझे दिखा रहा है सबसे नंबर 1 पे कौन सा है, विच इज़ 10.81, विच इज़ वेस्ट बंगाल। प्रॉफिट के टर्म्स में हमने ऊपर भी बात की थी कि वेस्ट बंगाल सबसे अच्छा प्रॉफिट कर रहा है, दैट मीन्स हमने करेक्ट कैलकुलेशन की है। ठीक है, तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर कोई स्टेट देखा जाए जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रॉफिटेबल है, तो वह विच इज़ वेस्ट बंगाल। बंगाल रॉक्स। ठीक है, बंगाल। किस पेमेंट मोड से सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुई है? तो अभी ये डेटा मैंने कहा ना थोड़ा चेंज हो गया, तो पेमेंट मोड में बता नहीं पाऊंगी। नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट कौन सा है? प्रोडक्ट पूछ रहा है और मोस्ट प्रॉफिटेबल, सारी हम देखते हुए आ रहे हैं, तो सारी। ठीक है, इसे करना कैसे है हम जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ, यही तो चैलेंज है कि हम कितना जल्दी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट नेम ले लीजिए, एंड यहाँ पर सम ऑफ प्रॉफिट लिया हुआ है, एंड उसने पूछा क्या था कि कौन सा पेमेंट, नहीं नहीं, कौन सा प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिटेबल ही पूछा था उसने, तो प्रॉफिट ही जानना था। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो कौन सा प्रॉफिट करके दे रहा है? सारी प्रॉफिट करके दे रहा है, विच इज़ राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट करते हैं। कौन सा प्रोडक्ट लॉस में गया? लॉस में तो नहीं, लेकिन हाँ सबसे कम में अगर कुछ गया है तो हम वो कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ 3 का वैल्यू क्यों नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हम वापस से कर लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं, शो वैल्यू एज करते हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करते हैं, ओके कर देते हैं। तो इसने मुझे बताया सबसे ज़्यादा ये कर रहा है, तो सबसे कम लोएस्ट में बोल सकती हूँ चेयर। चेयर इज़ द प्रोडक्ट जो सबसे कम में काम कर रहा है, लॉस में ही है एक तरीके से, वो ज़्यादा बना के नहीं दे रहा, लॉस में तो नहीं कहूँगी, बीईपी पे रख सकते हो आप इसे, विच इज़ योर ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा, न्यू वर्सेस रिटर्न कस्टमर इम्पैक्ट क्या है सेल्स पर? तो इसका अभी हमारे पास कोई डेटा नहीं है। किस मंथ और क्वार्टर में हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट हुआ है? तो मंथ एंड क्वार्टर का अगर आपको जानना है तो मंथ एंड क्वार्टर का तो हम जान सकते हैं, प्रोडक्ट नेम हटा देते हैं, डेट को हम लोग यहाँ पर ले आते हैं। ठीक है, डेट 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 हम यहाँ लेकर आए। अच्छा, नीचे स्पेस, नीचे स्पेस नहीं है, कह रहा है बहुत सारा डेटा लगेगा, नीचे स्पेस बनाओ भाई। एक सेकंड नीचे, मुझे मैंने ना गलती से वो सेलेक्ट कर लिया है, नीचे स्पेस चाहिए उसे, अब बन जाएगा। मैं कह रही हूँ ना अब बन जाएगा, अब आप डेट को ले आए। अरे
इसको ले लें आप, कंट्रोल ए कर लें, राइट क्लिक कर लें एंड उसके बाद डिलीट कर दें इस पिवट को, यहाँ से डिलीट पिवट टेबल। ठीक है, अब तो बना दोगे भाई साहब। अब तो डेट को हम स्ट्रेच करके लेकर आ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल लेकर आ सकते हैं। उन्होंने हमसे क्वार्टर पूछा है और मंथ पूछा है, तो कौन से क्वार्टर में और साथ ही साथ में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है ये पूछा है। तो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ, अभी मुझे पता नहीं लग रहा है तो मैं एक काम करती हूँ, प्रॉफिट ले लेती हूँ। वेयर इज़ माई प्रॉफिट, मैं भूल जाती हूँ बार बार। प्रॉफिट लेने के बाद अब मैं इस पर राइट क्लिक करके इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देख लेते हैं, तब भी हमें पता लग जाएगा ग्रैंड टोटल में परसेंटेज कितना है। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मैं देख सकती हूँ क्वार्टर 4 में हम लोगों ने किया है। क्वार्टर 4 में भी हमारे पास जो मंथ आते हैं विच इज़ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगर मैं इनके तरीके से देखना चाहूँ तो यहाँ पर भी मुझे अब ये ओपन होके बता रहा है। तो सबसे ज़्यादा हमने दिसंबर में किया है, तो दिसंबर इज़ द राइट आंसर। तो अगर मैं बात करूँ तो कौन से मंथ या कौन से क्वार्टर में हमने हाईएस्ट किया है, तो विच इज़ योर क्वार्टर 4। क्वार्टर 4 में हम लोगों ने किया है एंड जो मंथ रहा है वो हमारा दिसंबर रहा है। तो इस तरीके से आप अपने लिए आंसर्स निकाल सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ किस प्रोडक्ट कैटेगरी ने सबसे ज़्यादा डिस्काउंट रिसीव किया। हमारे पास ये क्वेश्चन नहीं है क्योंकि हमारे पास डिस्काउंट नहीं है अभी इस डेटा में। मेल वर्सेस फीमेल कस्टमर ने किस जेंडर का एवरेज ऑर्डर वैल्यू ज़्यादा किया है। एवरेज ऑर्डर वैल्यू ज़्यादा मेल और फीमेल में किसने किया है, तो इस बात को समझे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एवरेज ऑर्डर वैल्यू चाहिए विच इज़ योर सेल प्राइस लिया। तो सम ना करके मैं यहाँ पर एवरेज ऑर्डर लेती हूँ, एवरेज ऑन एन एवरेज। तो यहाँ पर हम रिमूव फील्ड में जाकर यहाँ पे एवरेज लेके एंड ओके कर देते हैं। तो विच इज़ योर एवरेज एंड हमें क्या जानना है, मेल एंड फीमेल ने। तो मेल एंड फीमेल ने ऑन एन एवरेज, मेल की जो बाइंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा अच्छी है उनका। अगर मैं ऑन एन एवरेज सभी चीज़ों में लगा के देखूँ, अगर प्रोडक्ट में पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जानना चाहते हैं तो उसमें भी आ जाएगा कि फ़ीमेल ने, अगर मैं बात करूँ तो किस में सबसे ज़्यादा वो किया है। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं एक बार के लिए और इसे यहाँ पे लेती हूँ, इसे मैं एवरेज में कन्वर्ट करती हूँ क्योंकि सेम वैल्यूज़ में होना चाहिए ना। एवरेज में कन्वर्ट करने के बाद मैं इसे राइट क्लिक करके शो वैल्यू एज करके एंड द परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल करती हूँ। तो अगर मैं देखती हूँ ग्रैंड टोटल अपना 100 आ रहा है ना नीचे, हाँ ठीक है। तो अगर मैं देखती हूँ तो उसने अच्छा खासा स्पेंड कार एक्सेसरी पे भी किया है ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए, एंड वुमेन ड्रेस पे तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं उसने जानना क्या था, हमने जानना क्या था कि जेंडर का एवरेज जेंडर का एवरेज ऑर्डर वैल्यू ज़्यादा है, किस जेंडर का है। तो मैं कहूँगी कि मेल का ज़्यादा। इसने ये नहीं पूछा कितना ज़्यादा है, उसने पूछा किसका ज़्यादा है, मेल का ज़्यादा है। किस एज ग्रुप का, एज ग्रुप का अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। किस स्टेट में फास्टेस्ट शिपिंग टाइम रहेगी, तो हमारे पास टाइमिंग का नहीं है, रीजन का नहीं है, पेमेंट मोड का नहीं है। कौन सा प्रोडक्ट कैटेगरी कॉम्बिनेशन सबसे प्रॉफिटेबल है। तो अगर सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल की अगर बात की जाए तो कौन सा कॉम्बिनेशन है। तो अब मैं यहाँ से ये हटा देती हूँ। प्रॉफिट टेबल के लिए कैटेगरी हम यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ पर लेकर आते हैं और हम यहाँ से प्रॉफिट लेकर आते हैं। ठीक है, प्रॉफिट को एक बार और लेकर आते हैं सो दैट वो हमें हमारा जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दिखा सके। परसेंटेज के बेसिस पे अगर मैं बात करूँ, मैं डेकोर इलेक्ट्रॉनिक एंड फैशन, तो फैशन इज़ माई द फास्ट ग्रोइंग एंड फैशन में अगर मैं प्लस करती हूँ तो सबसे ज़्यादा अगर परसेंटेज होल्डर है तो वो साड़ी एंड सूट है। ठीक है, अगर मैं सबसे लोएस्ट की भी बात कर लेती हूँ एक बार के लिए, तो लोएस्ट के लिए मुझे इन तीनों में क्या नज़र आ रहा है, विच इज़ डेकोर को जब आप प्लस करके देखोगे तो आपके पास दो ऑप्शन है जिसके अंदर आप देख सकते हो कार एक्सेसरी का थोड़ा सा कम है काम, होम डेकोर का अच्छा काम है। तो आप इस तरीके से आंसर कर सकते हो। तो आंसर इज़ कि कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा है, तो फैशन सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन एंड साड़ी दैट कॉम्बिनेशन। अच्छा, डिस्काउंट, टाइमिंग, शिपिंग, किस स्टेट में हाईएस्ट रिटर्न ऑर्डर्स आए अभी हमारे पास नहीं है। स्लाइसर यूज़ करके रीजन वाइज सेल्स ट्रेंड देखो। तो अगर स्लाइसर का इस्तेमाल करके रीजन हमारे पास है नहीं, स्टेट वाइज हम देख सकते हैं स्लाइसर का इस्तेमाल करके। अगर मान लीजिए मेरे पास ये है, पिवट टेबल एनालाइज में जाके इंसर्ट स्लाइसर करके अगर मैं स्टेट का करके ओके कर देती हूँ तो स्टेट वाइज मेरे पास यहाँ पे आ गया। अगर मुझे स्टेट वाइज चेक करना है, चंडीगढ़ का चेक करना है तो चंडीगढ़ का आ गया, छत्तीसगढ़ का चेक करना है, दिल्ली का चेक करना है, कुछ भी चेक करना है तो मैं यहाँ से डायरेक्टली चेक कर सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, टाइमलाइंस का यूज़ करके क्वार्टरली ग्रोथ पैटर्न देखो। तो टाइमलाइन का इस्तेमाल भी हमसे ये करा लेगा, वैसे सारे काम करा लिए हैं इसने, है ना। एक सेकेंड, देखिए सारे काम इसने करा लिए हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टाइमलाइन का इस्तेमाल करेंगे, पिवट टेबल एनालाइज पे जाएंगे, पिवट टेबल एनालाइज पे जाकर इंसर्ट टाइमलाइन करेंगे एंड डेट को चूज़ करके ओके कर देंगे। अभी हमें जानना है क्वार्टर वाइज, तो क्वार्टर को सेलेक्ट करके अगर हमें सेकंड क्वार्टर का जानना है, थर्ड क्वार्टर का जानना है तो हम यहाँ से जान सकते हैं।
ठीक है? इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। जिस क्वार्टर में जिसकी सेल हुई है वो सारा पूरा शो हो रहा है, सारे क्वार्टर चूज़ कर लो, पूरा डेटा आपके पास आ जाएगा। ठीक है? तो हम लोगों ने यहाँ टाइमलाइन वाली बात भी उसकी सुन ली है। उसके बाद हमने देखा पिवट चार्ट का यूज़ करके मोस्ट प्रॉफिटेबल कैटेगरी आइडेंटिफाई करो। ओके, पिवट चार्ट का इस्तेमाल करके, तो चार्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक बार के लिए इसको यहाँ पे रखती हूँ एंड मैं इस टेबल का इस्तेमाल करके, आपको सिर्फ कैटेगरी का जानना है, प्रोडक्ट हटा देती हूँ। कैटेगरी का जानना है एंड सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जानना है, मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, पिवट टेबल एनालाइज पे गई, पिवट चार्ट पे गई एंड मैंने ओके किया, तो मुझे पता लगा मेरा फैशन वाला जो कैटेगरी है वो सबसे ज़्यादा कर रहा है। मेरे चार्ट को देखकर भी मैं ये बात बता सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मल्टीपल पिवट टेबल का यूज़ करके एक डैशबोर्ड बनाओ जिससे कि एक इंपॉर्टेंट केपीआई शो करे। एंड ये हम करेंगे अब, जैसे ही हम लोग पिवट चार्ट को सीख लेते हैं, हम चार्ट्स को सीख लेते हैं, उसके बाद हम जो आएंगे वो अपने डैशबोर्ड्स पे ही तो आएंगे। तो चलें अब हम चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। हमारा पिवट वाला जितना भी रिलेटेड टू द पिवट था, चाहे बेसिक हो चाहे एडवांस हो, यहाँ पर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो हम करेंगे वो पिवट चार्ट या नॉर्मल वाले चार्ट्स करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ट्स करेंगे। एंड उसके बाद जब आपने चार्ट सीख ली, जब आपने पिवट सीख लिया, पिवट से आपके केपीआई बन जाते हैं, चार्ट से आपका विजुअलाइजेशन हो जाता है, फिर उन दोनों को मर्ज कर हम डैशबोर्ड्स बनाएंगे। चलें अब हम वो देखते हैं। देखिए, हम इतनी देर से ना पिवट पढ़ रहे हैं, है ना, और मैंने अभी आपको बात भी बताई कि पिवट टेबल एनालाइज के अंदर पिवट चार्ट पढ़ाया जाएगा। ये रहा आपका पिवट चार्ट, और इधर इंसर्ट टैब में भी देखते हैं तो भी चार्ट का ऑप्शन आता है। तो फिर मतलब अगर इन दोनों चार्ट्स की बात की जाए, एक इंसर्ट टैब वाला चार्ट है और एक आपका नॉर्मल चार्ट है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक तरफ आपका पिवट वाला है और एक तरफ आपका वो इंसर्ट टैब वाला है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि पिवट ना बहुत सारी चीज़ों में रिस्ट्रिक्शन लगाता है। क्या कराता है? रिस्ट्रिक्शन लगाता है। और वो क्यों लगाता है ये बात आपको अभी आगे समझ आएगी, बट इंसर्ट में कोई रिस्ट्रिक्शन एज सच नहीं होती है। पिवट रिस्ट्रिक्शन इसलिए लगाता है बिकॉज बहुत ही डायनेमिक होता है, बार बार चेंज होता रहता है, तो इसीलिए वो हर एक चीज़ को करने के लिए नहीं देता है। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर इसको प्रूफ करके बताती हूँ कि जो मैं बात बोल रही हूँ वो क्या बात है। मान लीजिए आपका ये डेटा है, मैंने इस डेटा को सेलेक्ट किया और अगर मैं पिवट टेबल एनालाइज पे गई, पिवट चार्ट पे गई और मैं नॉर्मल कॉलम चार्ट बनाना चाहती हूँ तो मैं बना सकती हूँ। ऑब्वियसली ये मुझे बनाने दे रहा है, मैंने ओके किया तो ये चार्ट आ गया। लेकिन मुझे अभी इस चार्ट के बारे में बात नहीं करनी, मुझे यहाँ पे पिवट टेबल एनालाइज पे जाके पिवट चार्ट में जाकर अगर मैं मान लीजिए सनबर्स्ट में जाती हूँ तो ये मुझे यहाँ पर एक मैसेज दे देता है। मैं ट्री मैप में जाती हूँ तो ये मैसेज दे देता है। मैं मैप में जाती हूँ तो ये मैसेज दे देता है। स्कैटर में जाती हूँ तो ये मैसेज दे देता है। ये नहीं बनाने देता। वहीं पे अगर मैं बात कर लूँ, ये मेरे पास नॉर्मल डेटा है, ये तो पिवट नहीं है, मैंने कंट्रोल ए कर लिया है। उसके बाद अगर मैं इंसर्ट पे जाती हूँ, मैं यहाँ से एक्सटेंशन पे चले जाओ, रिकमेंडेड पे चले जाओ, बातें की ऑल चार्ट्स में जाती हूँ एंड यहाँ से मैं सनबर्स्ट पे जाती हूँ, बना सकती हूँ। हिस्टोग्राम पे जाती हूँ, बना सकती हूँ। मैप पे जाती हूँ, बना सकती हूँ। एक्स वाई स्कैटर पे जाती हूँ, बना सकती हूँ। एरिया पे जाती हूँ, बना सकती हूँ। मैं जितने भी फनल पे जाती हूँ बना सकती हूँ। कॉम्बो पे जा सकती हूँ। तो जितने भी आपके पास चार्ट्स होते हैं उनको हम बना सकते हैं। तो अब आपको समझ के आया कि पिवट जो है वो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगाता है। बहुत सारे चार्ट्स ऐसे हैं जो बनाने ही नहीं देता। वहीं पे जो इंसर्ट के अंदर जितने भी चार्ट्स आपके सिस्टम में अवेलेबल है, जो आपके वर्जन में अवेलेबल है, जो आप बना सकती हैं, वो उन सभी को बनाने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक भी था। देखो यहाँ पे भी तो पिवट चार्ट अवेलेबल रहता है। आप इस पर क्लिक करें, पिवट चार्ट पे जाएं तो आपको टेबल रेंज देनी पड़ेगी। यहाँ से भी डायरेक्टली बन सकता है, लेकिन हम ऑब्वियसली पिवट टेबल में बनाते हैं, तभी बनाते हैं, तो हम वहाँ से देख लेंगे। तो अगर अब आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा कि क्यों मैं पिवट चार्ट की बात कर रही हूँ, क्यों मैं नॉर्मल चार्ट की बात कर रही हूँ। अब जो आने वाली जो पूरी सीरीज़ है, अब जो हम 1-1.5 घंटा जितना भी हम लोग लगाने वाले हैं चार्ट को समझने के लिए, तो कभी तो मैं आपको पिवट में समझाऊंगी, कभी आपको नॉर्मल डेटा में समझाऊंगी। मेरा समझाने का तरीका बस वही रहेगा कि अगर आप पिवट में भी कर रहे हो कोई काम, तो सबसे पहले काम करते हैं हम नॉर्मल डेटा में कर लेते हैं, सो दैट कन्फ्यूजन कम रहे। तो हम नॉर्मल डेटा में मैं आपको सारे चार्ट्स बनाना सिखा देती हूँ। पिवट के अंदर जो चार्ट नहीं बनता है वो भी नॉर्मल में कैसे बनाना है वो बताती हूँ। और अगर पिवट किसी चीज़ को अलाउ नहीं कर रहा है तो हम उसकी थोड़ी ना सुनेंगे, हम अपना करेंगे। तो हम ऐसे तरीके लेकर आए हैं जिससे हम पिवट भी बनाएं और अपनी मर्ज़ी का चार्ट भी बनाएं। तो ये वाली चीज़ कैसे होगी ये भी हम आने वाले अब इस पूरे पोर्शन में देखने वाले हैं। चलें, बेसिक्स मैंने आपको क्लियर करा दिए हैं क्या चीज़ें। अब हम बेसिक चार्ट को समझने की तरफ बढ़ते हैं। पिवट में देख लेते हैं। अगर पिवट में मेरे पास ये डेटा है, ठीक है, और मैं एक बार के लिए सम ऑफ प्रॉफिट वाला ये हटा देती हूँ एंड मुझे इस पिवट को सेलेक्ट किया। उसके बाद मैं पिवट टेबल एनालाइज पे गई, उसके बाद मैंने पिवट चार्ट क्लिक किया एंड यहाँ से मैं कोई भी चार्ट बना सकती हूँ। मैंने कॉलम चार्ट ले लिया है एंड मैंने ओके कर दिया है।
तो यहाँ पर ये चार्ट बन के आ गया है। मुझे बस आपको ये दिखाना था कि अगर मान लीजिए पिवट के अंदर कोई भी चेंजेस होते हैं, आज मैं यहाँ कैटेगरी हटा देती हूँ एंड यहाँ पे प्रोडक्ट नेम लगा देती हूँ, तो ये प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग मुझे आंसर करने लग जाएगा। मेरा जो चार्ट है वो प्रोडक्ट की तरह दिख रहा है। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताने के लिए मैंने यहाँ पे आपको ये बताया है कि किस तरीके से जो एक चार्ट है वो भी डायनेमिकली चलता है। अगर मान लीजिए देखिए ये जो स्लाइसर है वो भी इसी पिवट से निकला है। अगर मैं असम में कर दूँ तो ये भी चेंजेस हो रहे हैं, यहाँ डेटा भी चेंज हो रहा है। तो इसी पिवट से ही आपका स्लाइसर निकला है, इसी पिवट से ही आपका चार्ट निकला है। तो अगर स्लाइसर में चेंज करोगे तो आपका डेटा में चेंज होगा, डेटा में चेंज होगा तो वो डेफिनेटली आपका यहाँ पर आप देख सकते हो चार्ट में भी चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ एक चीज़ सीखो, वो ये है कि जो भी पिवट में चेंजेस होते हैं, आप पिवट को बहुत अच्छे से समझ चुके हो आप, तो पिवट के अंदर कैसे चेंजेस होते हैं यू नो दिस थिंग। तो पिवट के अंदर जो भी चेंजेस होंगे वो आपके चार्ट में भी दिखेंगे। ठीक है, समझ आया। अब हम एक नॉर्मल डेटा लेकर चलते हैं और उस नॉर्मल डेटा से इस पूरे चार्ट का सिनेरियो समझते हैं कि पूरा चार्ट कैसे काम करता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कब हमें इस फॉर्मूले को, इस चार्ट को बनाना चाहिए। तो वही है, मैंने डेटा को सेलेक्ट किया है, रिकमेंडेड चार्ट पे क्लिक कर लीजिए एंड यहाँ से ऑल चार्ट में चले जाइए और यहाँ से कोई भी चार्ट जो पिक करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मैंने ये चार्ट पिक कर लिया है एंड ओके कर दिया है। तो ये चार्ट मेरे पास आ गया है, साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो हम इसका साइज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे इसके साइड में इसे अलाइन कर देते हैं, थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ आई होप ये आपको बिल्कुल करेक्ट वे से दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ, हाँ ठीक है, मैं इसको कंट्रोल प्लस कर लेते हैं। अभी ठीक है ना, उसके साथ अलाइनमेंट में भी ले लेते हैं। अभी ठीक तरीके से आपको दिख रहा होगा। अब मुझे इस चार्ट के बारे में करना है, क्यों मैंने यही चार्ट लिया, क्यों मैंने कुछ और चार्ट क्यों नहीं लिया, उसके बारे में भी बात करते हैं। तो यहाँ हम एक और अपनी शीट बनाएंगे विच इज़ थ्योरी शीट, जिस तरीके से हम बनाते हुए आए थे। यहाँ पर हम दो चार्ट सीख रहे हैं विच इज़ बार एंड कॉलम। एक्सिस क्या होता है, बार चार्ट क्या होता है, कॉलम चार्ट क्या होता है, ये अब हम सीखने वाले हैं। ठीक है, और WVG। चल अभी मान लीजिए मैं आपको एक चार्ट बना के बताती हूँ, चार्ट बनते कैसे हैं, किस तरीके से आप उसे प्लॉट करते हैं। ऑल्दो आपने ये बेसिक चार्ट्स अपने मैथमेटिक्स की क्लास में आराम से कर किए होंगे स्कूल में, लेकिन फिर भी मैं एक बार के लिए आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आपके पास यहाँ पे दो एक्सेस होते हैं, दो एक्सेस होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ ये जो हॉरिजेंटल होता है वो आपका एक्स एक्सेस होता है, ये आपका वाई एक्सेस होता है। इस एक्सेस के अंदर यहाँ बीच एरिया में आप सारी चीज़ें प्लॉट करते हैं। तो इसको मैंने क्या बोला कि ये क्या है, आपका एक्सेस है। क्या है आपका, एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है। अब मान लो एक्स एक्सेस के ऊपर आप किसी तरीके से सम प्राइस दिखा रहे हो, अमाउंट दिखा रहे हो, अमाउंट मतलब सेल प्राइस दिखाते हुए जा रहे हो, 10,000 20,000 40,000 50,000 इस तरीके से दिखाते हुए जा रहे हो। तो ये क्या चीज़ दिखा रहे हो, ये चीज़ भी तो पता होनी चाहिए। दैट इज़ योर एक्सेस का टाइटल, मतलब एक्सेस पे नाम। इस वाई एक्सेस का टाइटल क्या है, इस वाई एक्सेस का नाम क्या है। इस वाई एक्सेस पे मैं सेल्स का अमाउंट दिखा रही हूँ, तो सेल्स अमाउंट इज़ माय एक्सेस टाइटल। अगर मैं यहाँ पे ईयर वाइज दिखाऊंगी सेल, विच इज़ मैं यहाँ 2021 लिख देती हूँ, फिर यहाँ 2022 लिख देती हूँ, यहाँ 2023 लिख देती हूँ, यहाँ 24 लिख देती हूँ, यहाँ 25 लिख देती हूँ। सो ये भी मेरा एक्सेस टाइटल ही हुआ। ऑल्दो वो जो है वो वाई एक्सेस टाइटल है, ये एक्स एक्सेस टाइटल है, बट इन ओवरऑल अगर मैं बोलूँगी तो ये मेरा एक्सेस टाइटल हुआ। एक्सेस टाइटल मेरा यहाँ पे क्या हुआ, ईयर, क्योंकि मैं अलग अलग ईयर लिख रही हूँ। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है कि जितनी आपकी वैल्यूज़ है उस अकॉर्डिंग आप इसको सर्च कर कर आप अपने ये बार्स बना दें इस तरीके से। ये बीकर काइंड ऑफ, ये इस तरीके से आप उसको डिपिक्ट कर लेते हैं, इस तरीके से आप ड्रॉ कर लेते हैं। तो जितनी भी वर्टिकल होते हैं, वर्टिकल कैसा होता है, स्टैंडिंग, स्टैंडिंग को वर्टिकल, ये स्टैंडिंग है ना, तो इस जो स्टैंडिंग चार्ट बनता है दैट इज़ योर कॉलम, उसका नाम क्या है, कॉलम है। और वहीं पे अगर मैं मान लीजिए आपके लिए एक चार्ट बनाती हूँ एंड वहाँ पे मैं यहाँ इस तरीके से बना देती हूँ, माफ़ कीजिएगा मेरी ड्राइंग के लिए, है ना, माफ़ी मांग सकती हूँ मैं ड्राइंग के लिए ना। इस तरीके से जो आपका स्लीपिंग है, स्लीपिंग बार्स हैं, तो ये जो स्लीपिंग बार्स होते हैं या फिर मैं कह दूँ हॉरिजॉन्टल हैं, तो ये जो हॉरिजॉन्टल होते हैं वो क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल को हम बोलते हैं बार चार्ट।
क्या बोलते हैं, बार चार्ट बोलते हैं। तो आपने अभी दो सीखे, द फर्स्ट वन इज वर्टिकल चार्ट एंड द अदर वन इज बार चार्ट। ये दोनों का दिखाने का तरीका बिल्कुल सेम ही है, बार्स ही बनते हैं, लेकिन बस एक जो है वो हॉरिजॉन्टल होता है और एक है वर्टिकल। तो मैम फिर हमें कब पता लगेगा कि कब हमें वर्टिकल लेना चाहिए या कब हमें हॉरिजॉन्टल लेना चाहिए, या फिर जब दोनों ही सेम दिखाते हैं तो मैं कोई भी ले लूँ, क्या ही फ़र्क पड़ता है? नहीं, ऑल द वैसे फ़र्क तो क्या ही पड़ता है, आप अपनी प्रेजेंटेशन में जो भी दिखाना चाहो वो दिखा सकते हैं, दैट इज़ राइट, बट हमें चूज़ कैसे करना चाहिए वो बताती हूँ। आप अपनी हेडिंग्स को देखें, हेडिंग भी कौन सी वाली देखें, जो आपके एक्स एक्सेस पे है, जो आपके एक्स एक्सेस पे है। अगर आपके एक्स एक्सेस वाली हेडिंग जो है वो बड़ी बड़ी हेडिंग्स हैं, बड़ा बड़ा कुछ लिखा हुआ है, तो ऐसे केस में क्या करता है ना, आपकी हेडिंग पूरी तो लिखी नहीं जाएगी, तो उसको डायगनल कर देता है, तो पढ़ने में आसानी नहीं होती। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम उसको बार चार्ट बना देते हैं, बस यही डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस ना जब तक मैं प्रूफ नहीं करूँगी ना तब तक कोई मानेगा नहीं, ये होती है ना बात। तो अभी फ़िलहाल के लिए सबसे पहले मुझे ये बताओ जल्दी से कि मैंने जो चार्ट बना रखा है वो क्या नाम है उसका। इसमें वर्टिकल बार्स हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपके पास, कॉलम चार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसी का ही बार चार्ट बनाना चाहती तो बना सकती थी, हाँ बिल्कुल बना सकती थी। मैंने डेटा को सेलेक्ट किया, इंसर्ट में गए एंड रिकमेंडेड चार्ट में गए एंड यहाँ से ऑल चार्ट में गए, यहाँ पे देखो नाम है बार चार्ट। बार चार्ट कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं एंड ओके कर दीजिए, तो ये आपका बार चार्ट आ जाएगा। इसको भी ब्लू ले लेते हैं ताकि डिफरेंस समझ आ जाए। इंसर्ट में जाओ, यहाँ से रिकमेंडेड में जाओ, ऑल चार्ट्स में जाओ, से बार ले लो, ब्लू ले लो एंड ओके ले लो। ठीक है, ये आपका बार चार्ट आ गया। दोनों में डिफरेंस समझो। मैं एक सेकेंड के लिए दोनों को ना साइड साइड में करती हूँ और थोड़ा सा ये छोटा करते हैं। दोनों में डिफरेंस समझोगे, जो इसके एक्स एक्सिस पे था, इसको थोड़ा सा छोटा करें, जो इसके एक्स एक्सिस पे था 21, 22, 23, 24, 25, ये इसके वाई एक्सिस पे आ गया, और जो इसके वाई एक्सिस पे था वो इसके एक्स एक्सिस पे आ गया। तो वैल्यूज़ फिर भी ऐसे लिखी जा सकती हैं। कभी कभी आपकी हेडिंग्स जो होती हैं वो बड़ी होती हैं, वो लिखने में तकलीफ होती है, तो इसीलिए हम लोग अपना बार एक्सेस बनाते हैं, बाकी सब सेम है। अब इसको प्रूव करने के लिए मुझे अपनी पिवट टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर हमारे साथ यही सिनेरियो हुआ। अभी के लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम की बजाय कुछ और ले लेते हैं, विच इज़ योर स्टेट। तो मैंने स्टेट ले लिया एंड यहाँ पे ऑलरेडी फ़िल्टर लगा हुआ था तो मेरे को क्लियर करना पड़ेगा। तो स्टेट के अकॉर्डिंग देखो ये इस तरीके से आ रहा है। अभी स्टेट क्या है, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो ये इस तरीके से दिखाने में केपेबल नहीं है, तो इसने इसकी हेडिंग को इस तरीके से दिखाया। तो क्या विजुअली ये चीज़ ठीक है, क्या वो अच्छा लग रहा है, क्या वो पढ़ने में आ रहा है? नहीं। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं दोबारा से एक बार लेकर पिवट टेबल एनालाइज में जाकर पिवट चार्ट में जाकर बार चार्ट लेकर मैं इसे इस तरीके से दिखाती हूँ, और यहीं पे मैंने इसका प्लेसमेंट किया। देखो थोड़ा सा ये करते हैं, तो देखो एक तो ये था जिसमें हेडिंग इस तरीके से आ रही थी, यहाँ पे अमाउंट नीचे आ गई, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे नाम सारे पढ़े जा रहे हैं। इसको देखते ही मैं बता सकती हूँ कि अच्छा उत्तराखंड एंड ये यहाँ का महाराष्ट्र का ज़्यादा है यहाँ से। तो इस तरीके से आप उस सिचुएशन को देखें जहाँ पर आपकी हेडिंग बड़ी है और आपकी हेडिंग वो डायगनल दिखाएगा या फिर हॉरिजॉन्टल दिखाएगा, जो कि पढ़ने में आसान नहीं होती हैं। इसलिए हम अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आपकी जो हेडिंग थी वो छोटी थी, तो इसीलिए आपको ज़्यादा डिफरेंस समझ नहीं आया, बट क्लियरली विजिबल है, इसीलिए मैंने ये चार्ट लिया है। अच्छा, जब सब कुछ सेम है, बस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में चेंज होते हैं, इंटरचेंज होते हैं, बाकी सब कुछ सेम है, इस तरीके से। तो अगर मैं एक चार्ट के अंदर सारे एलिमेंट सीख लूँ या एक चार्ट के अंदर सेटिंग सीख लूँ तो सभी में सेम होगी, द आंसर इज यस। क्या इन दोनों को छोड़ो, बाकी जितने भी चार्ट हैं, अगर मैं यहाँ पर सेटिंग सीख रही हूँ तो उनमें भी वही सेटिंग मिलेगी? हाँ वही मिलेगी ऑलमोस्ट। ठीक है, एलिमेंट्स तो सभी में सेम मिलेंगे, लेकिन जो सेटिंग्स हैं वो थोड़ी थोड़ी इधर उधर हो सकती है, क्योंकि अलग अलग ऑप्शंस आ सकते हैं। अदर देन दैट सब कुछ सेम रहने वाला है। तो ये नहीं समझेंगे कि हम एक एक चार्ट में जाकर सारी एडिटिंग करें, लेकिन हाँ एक चार्ट के अंदर हम लोग सब कुछ सीख लेंगे और उसके बाद फिर सारे के सारे चीज़ें हम करते जाएंगे। तो यहाँ हमने फ़िलहाल के लिए दो चार्ट सीखे। द फर्स्ट वन इज़ आपका बार चार्ट एंड द अदर वन इज़ कॉलम चार्ट। लेकिन अब हम इसको चार्ट के एलिमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे हम चार्ट के एलिमेंट्स सीखेंगे। चार्ट के एलिमेंट्स हैं, चार्ट के जो एलिमेंट्स हैं, सबसे पहले मैं बता देती हूँ। चार्ट हमने इंसर्ट किया है, राइट, इंसर्ट टैब से कोई भी चीज़ जो की जाती है उसके अंदर जो भी एडिटिंग की जाती है उसके लिए आपके पास अलग से
यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं, अलग से यहाँ पे टैब आता है, तो अगर आपको कुछ भी चेंज करना है तो यहाँ से चेंज करें, लेकिन हम यहाँ से चेंज नहीं करेंगे। बिकॉज देखिए, अगर मैं इस एक्सटेंशन पे क्लिक कर रही हूँ, एक्सटेंशन पे क्लिक कर कब करते हैं, जब हमारे पास ऑप्शन यहाँ सारे विजिबल ना हो और हम इस पे क्लिक करते हैं तो भी हमारे पास ये विंडो आती है। जब मुझे सभी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए उस विंडो पे ही जाना है तो डायरेक्टली मैं उस विंडो से ही काम ना कर लूँ, यहाँ इतनी परेशान होके क्यों फिरूँ। तो इसीलिए हम यहाँ वाले कोई भी ऑप्शन को यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली जो हमारा एक्सटेंशन वाला जो विंडो है उसका इस्तेमाल करके हम काम करेंगे। लेकिन वो तो तब आता है जब एडिटिंग की बात आए। पहले हम ये तो समझ लें कि चार्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो होते क्या हैं। जितने भी एलिमेंट्स हैं, वैसे तो चार्ट के आप यहाँ ऐड चार्ट एलिमेंट यहाँ से भी देख सकते हैं अगर आपको समझ आ जाए तो, लेकिन अगर आपको यहाँ से समझना है तो यहाँ से कर लीजिए। कितनी मुश्किल होगी, आप इस पर क्लिक करेंगे, चार्ट डिज़ाइन में जाएंगे, ऐड चार्ट एलिमेंट में जाएंगे, फिर जाके इन्हें देखेंगे। इससे अच्छा ये नहीं है कि आप यहाँ प्लस पे क्लिक करें और ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ मिल जाएं। कितना आसान हो जाएगा काम, है ना। तो हम लोग थोड़ा आसान काम करके चलेंगे, काम हम सारे करेंगे लेकिन हम जो भी आसान तरीका है उसे डायरेक्टली अपना लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, देखें अब हम क्या करने वाले हैं, हम अपने एलिमेंट्स करने वाले हैं। तो आप इस पर क्लिक कीजिए, प्लस के साइन पे क्लिक कीजिए। ये जितने भी टेक्स्ट ऑन हैं इसे ऑफ कर करके ऑन कर करके हम चेक करने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज एक्सेस। आपको मैंने समझाया था कोई भी जो चार्ट बनता है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बनता है, बीच में यहाँ जीरो होता है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। अगर मैं एक्सिस ही हटा दूंगी तो क्या हट जाना चाहिए, मेरे पास ये वैल्यूज़ हट जानी चाहिए, मेरे पास ये ईयर्स हट जाने चाहिए। तो चलिए आप एक्सिस को हटा के देखें तो देखो ये सब चीज़ें हट गई हैं। क्यों हट गई है, नाउ यू नो द रीज़न, बिकॉज ये आपका एक्सेस होता है। अगर आप इसे ऑन करते हैं तो आपको आपकी यूनिट्स भी नज़र आएंगी और आपको आपकी हेडिंग्स भी नज़र आएंगी। उसके बाद एक्सेस टाइटल। एक्सेस टाइटल मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आपकी सेल लिखी है, यहाँ पर आपकी ईयर लिखे हैं। लेकिन अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही है, आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं कि ये सेल लिखी है, हो सकता है ये परचेज लिखी हो, तो आप यहाँ लिखना चाहते हैं तो आपको एक्सेस टाइटल ऑन करना पड़ेगा। ये आपके वाई एक्सिस का टाइटल है, ये आपके एक्स एक्सिस का टाइटल है। कोई भी टाइटल को अगर चेक करना है, चेंज करना है, कुछ भी लिखना है तो आप क्या करते हैं, मान लीजिए मुझे इसमें लिखना है तो आपने इसको सेलेक्ट किया, ये एक टेक्स्ट बॉक्स जैसा है, आप इसमें डबल क्लिक कीजिए, आपका कर्सर अंदर चला जाएगा। अब आप यहाँ पर जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। आपको ईयर लिखना है, आपने ईयर लिख दिया। सेम तरीके से अगर आपको यहाँ सेल लिखना होता, मैं डबल टैप करती, ऑल्दो ये टिल्टेड वे में है लेकिन फिर भी अंदर कर्सर चला जाएगा। और आप जो भी लिखेंगे आप नॉर्मल तरीके से लिखते रहें, आपको क्या फ़र्क पड़ता है, वो उस तरीके से लिखा जा रहा था, आप नॉर्मल तरीके से लिखें। आप यहाँ लिखें सेल तो यहाँ पर सेल लिखा जाएगा। अब मान लीजिए आपको ये कुछ, अब मान लीजिए आप इसको यहाँ पे अलग तरीके से दिखाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिए। देखिए जो भी फॉर्मेटिंग आपको करनी होती है ना, या तो फॉर्मेटिंग से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर जैसे यहाँ पे शेप फिल है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ इसके अंदर पीछे इस तरीके से शेप चली गई है पीछे, उसके बाद टेक्स्ट को कुछ और कलर से करना है तो ऐसे कर लीजिए। लेकिन ये याद बार बार में दिक्कत करेगा, तो एक काम करें ना, छोटा सा ईजी काम करेंगे। ईजी काम कैसे करेंगे, इस पर क्लिक करो और जो काम नॉर्मल फॉर्मेटिंग में करते हो ना इसको सेलेक्ट कर लो, वही काम आप यहाँ होम टैब से कर सकते हो। कोई कलर फिल करना है कलर फिल कर लो, कुछ लिखवाना है कुछ लिखना है ये कर लो, बोल्ड कराना है बोल्ड कर लो, इटैलिक कराना है इटैलिक कर लो, अंडरलाइन करानी है अंडरलाइन करा लो, किसी और तरीके से लिखना है किसी और तरीके से लिख लो। देखो सब कुछ तो कर सकते हो, तो इतनी हेडेक नहीं लेनी है। मैंने अभी भी बोला था काम सारा बताऊंगी लेकिन आसान तरीके वाला बताऊंगी। तो यहाँ से डायरेक्टली कर लो ना, यहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग पता है कहाँ, वहाँ जाके परेशान हो रहे हो आप, यहाँ से कर लो। एक्सेस टाइटल मैं ऑफ कर देती हूँ, मुझे एक्सेस टाइटल नहीं चाहिए। लेकिन मैंने आपको बताया सिर्फ एक्सेस टाइटल की बात नहीं है, जहाँ पर भी फॉर्मेटिंग की बात आई, जहाँ पर भी टेक्स्ट की बात आई, उसके अंदर कुछ भी चेंजेस करना हो तो इसी तरीके से हुआ। इवन मुझे अगर यहाँ वैल्यूज़ में भी चेंज करना है तो भी मैं भाई ऐसे कर सकती हूँ। लो देखो कर दिया, मुझे इनको भी करना है तो मैंने देखो एक साथ लिखा है, इनको भी कर दिया। तो मैं जिसको चेंज करना चाहूँ, जहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है ना, विजुअल रिप्रेजेंटेशन को छोड़कर, मतलब ग्राफ को छोड़कर जहाँ पे भी कुछ भी चीज़ लिखी है तो आप इसको डायरेक्टली इसी तरीके से एडिट कर सकते हो। कोई अलग से फॉर्मेट में जाकर कहीं और जाकर चेंज करने की नीड नहीं है। उसके बाद आपके पास जो ऑप्शन आता है प्लस पे जाइए, उसके बाद आता है आपके पास चार्ट टाइटल। चार्ट टाइटल, इस चार्ट का टाइटल क्या है, सेल। सेल इज़ द चार्ट टाइटल। अगर आप इसे भी चेंज करना चाहते हैं, इसके अंदर कुछ और लिखना चाहते हैं, डबल टैप कीजिए और आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी तरीके की फॉर्मेटिंग कर सकते हो। दैट इज़ योर चार्ट टाइटल।
ओके। चार्ट टाइटल पे आगे ऑप्शंस है, अबव चार्ट, सेंटर्ड, ओवरले एंड अबव चार्ट चाहिए, मतलब चार्ट सिर्फ यहाँ तक रहे और ऊपर टाइटल रहे तो अबव चार्ट लो। सेंटर्ड ओवरले कि चार्ट ऊपर तक रहे, ये बीच में दिखाए तो वैसा लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। ये आपके ऊपर होता है कि आपको किस तरीके से चाहिए। हर किसी में ना ये इस तरीके की ऑप्शन हो जाएंगे, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल चाहिए, प्राइमरी वर्टिकल चाहिए, तो देखो ये वर्टिकल वाला चाहिए, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाला चाहिए, तो आप ये कर सकते हो। मोर ऑप्शंस में जाओगे तो इसी इसी तरीके से ये वाली विंडो खुलती है, कुछ अलग नहीं खुलता, तो वो वाली विंडो में कैसे काम करेंगे वो हम देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है डेटा लेबल। डेटा लेबल का मतलब ये होता है, सबसे पहले मैं एक्सेस टाइटल बंद कर दूँ। डेटा लेबल वो होता है जिस से वो बना है। अगर मैं 2021 की बात करूँ तो 2021 का जो बार है वो इस तरीके से दिख रहा है, तो ये किस वैल्यू से बना है, 1 लाख से बना है, ठीक है। 2022 की बात करूँ, अगर ये वैल्यू है, ये बार यहाँ तक है, तो किस वैल्यू से बना है, 1.5 लाख से बना है, तो वो जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाए ऑटोमेटिकली, तो दैट इज़ योर लेबल, जिसको क्या बोलते हैं, डेटा लेबल बोलते हैं। अब डेटा लेबल क्या है, इसके आगे ऑप्शंस होते हैं, सेंटर में करना चाहो सेंटर में आ गया, इनसाइड बेस अंदर रहे लेकिन एंड पे रहे, एंड इनसाइड बेस अंदर रहे लेकिन नीचे की तरफ रहे, आउटसाइड एंड बाहर रहे, बाहर की तरफ। डेटा कॉल आउट के फॉर्मेट में रहे। और मोर ऑप्शन में तो ऑब्वियसली आपके पास ये विंडो आ जाती है, इसके अंदर के सारे ऑप्शंस हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। समझ आया, मुझे इस तरीके से नहीं चाहिए, मैं डेटा लेबल को ऑफ कर देती हूँ। ठीक वैसे ही जैसे डेटा लेबल में तो वो बार जिससे बना है वो वाली चीज़ आ जाती है, डेटा टेबल के अंदर तो वो पूरी टेबल ही नीचे बन के आ जाएगी, जिसमें एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू है वो और जो वाई एक्सिस पे वैल्यू है वो दोनों दिखा रही होगी। तो डेटा टेबल में ले लीजिए आप, ये देखो आपका ईयर भी रहा और यहाँ आपकी सेल्स भी रही, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है एरर बार्स। एरर बार्स दिखाते हैं किसी भी तरीके का डेविएशन, कि कितना वो चेंज हो रहा है या कितना वो चेंज हो सकता है, ये एरर बार दिखाते हैं, हम इतना नहीं दिखाते हैं इसे। ग्रिड लाइन, ये जो पीछे आपको लाइंस दिख रही हैं उसको हम ग्रिड लाइन बोलते हैं, इवन हमारे सेल्स में भी जो लाइन दिखती है हम उसे ग्रिड लाइन बोलते हैं ना। तो ग्रिड लाइन्स को ऑफ करना चाहें तो आप इसे ऑफ कर सकते हैं, मैंने ऑफ कर दिया है। उसके बाद लेजेंड्स। लेजेंड्स किस लिए होते हैं, कि ये किस चीज़ का कलर दिखा रहे हैं। मान लीजिए मैं अभी इसको कोई दूसरा कलर कर देती हूँ, एक सेकेंड। अब ये कलर कैसे किया, क्या किया, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले यही समझो सिर्फ। मैंने इसको कोई दूसरा कलर कर दिया तो इसने मुझे एक एक चीज़ बताई, जो ये वाला ब्लू है, ये वाला ब्लू है, ब्लू हमारे ये दिखा रहा है, 2025 वाला जो है वो ये कलर दिखा रहा है। तो लेजेंड्स क्या करते हैं, अगर आपके पास एक चार्ट के अंदर एक से ज़्यादा कलर्स हैं तो आपको देखना है कि कोई पर्टिकुलर कलर वो किस चीज़ को डिफाइन कर रहा है, वो कलर वो क्या बता रहा है, तो ऐसे केस में आप लेजेंड्स का इस्तेमाल करते हैं। और ट्रेंड लाइन, आपका डेटा किस तरीके से मूव कर रहा है, और ट्रेंड लाइन आप अलग अलग तरीके की कर सकते हो, एक्सपोनेंशियल हो गया, लीनियर हो गया, लीनियर फोरकास्ट हो गया, 2 पीरियड हो गया, आपको जिस तरीके का ट्रेंड लाइन चाहिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर आपने कंप्लीट किया अभी के लिए चार्ट एलिमेंट। यहाँ पर अब आपके पास चार्ट स्टाइल्स की बात आती है, तो चार्ट एलिमेंट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हम चार्ट स्टाइल्स करेंगे और उसके बाद हम ये वाली सारी एडिटिंग करेंगे। ये सब कुछ हम इसी बेसिक चार्ट पे सीख लेंगे, बिकॉज बेसिक चार्ट पे समझना बहुत आसान है, सो दैट फिर हम बाद में जितने भी एडवांस चार्ट होते हैं उन्हें आराम से कर सकें। सॉरी, हेल्थ स्टाइल्स नहीं, चार्ट स्टाइल। चार्ट स्टाइल के अंदर क्या है कि आपको फॉर्मेटिंग खुद से करनी नहीं पड़ेगी, यहाँ पे डायरेक्टली आपको फॉर्मेटिंग मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली इस तरीके की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जो भी आपको दिख रहा है आप इस पर क्लिक कर लीजिए, आपका चार्ट उसी तरीके में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। आपने डेटा लेबल ऑन किए हुए हैं आई गेस, तो यहाँ से हम इसे ऑफ कर देंगे और उसके बाद देखो ये चार्ट में क्लिक कीजिए, स्टाइल्स में जाएं एंड यहाँ आपको जिस तरीके का स्टाइल पसंद आता है आप उस तरीके का स्टाइल डायरेक्टली ले सकते हैं, और वो फॉर्मेटिंग पूरी की पूरी डायरेक्टली आपके सिस्टम पे, सॉरी आपके चार्ट पे अप्लाई हो जाएगी। आपको खुद से कुछ नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको खुद से करना पड़ता। तो एक ये तरीका था कि आप डायरेक्टली चार्ट स्टाइल का इस्तेमाल कर कर आप अपनी फॉर्मेटिंग को डायरेक्टली कर सकते हैं, आपको खुद से वो चीज़ नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद आपके पास चार्ट फ़िल्टर आते हैं। मान लीजिए आप फ़िल्टर आउट करना चाहते हैं, सिर्फ 2022 का डेटा दिखाना चाहते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आपका वही डेटा दिखेगा। अगर मान लीजिए आपको 2021 के साथ दिखाना है, आप अप्लाई कर दीजिए, इस तरीके से दिखेगा। तो इट्स टोटली अप टू यू कि अगर आपको कुछ फ़िल्टर लगाना है तो आप यहाँ से दिखा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सीरीज़ में अप्लाई कर देते हैं कि कुछ नहीं दिखाना चाहते, तो इस तरीके से सीरीज़ 1 आ जाएगा और यहाँ पर आपका डेटा इस तरीके से दिखने लगेगा। तो इट्स टोटली अप टू यू, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होता कि आप कोई चीज़ वैसे करें खुद से, मतलब कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। आपको जिस तरीके के फ़िल्टर लगाने हैं आप लगाइए और काम कर लीजिए, आपका काम उस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने चार्ट टाइटल ऑफ कर दिया है वहाँ से, तो बेसिकली चार्ट टाइटल ऑन कर लीजिए, दैट्स इट। ओके, तो चलें अब हम आगे बढ़ते हैं।
हमने अलग से डेटा ले लिया है, एक अलग से वर्कबुक बना ली है, तो जितने भी चार्ट होंगे वो हम यहाँ पे समझने वाले हैं। बार चार्ट और कॉलम चार्ट को हम अच्छे से कर चुके हैं। अब जो हम करेंगे वो पाई चार्ट करेंगे। पाई चार्ट का अगर इस्तेमाल मैं बता दूँ कि कहाँ किया जाता है, तो जहाँ पर भी आपके पास कम डेटा हो, तब आप उसका इस्तेमाल करें। बिकॉज़ ज़्यादा डेटा हो जाएँगे तो बहुत सारे कलर्स भर जाएँगे उस व्हील के अंदर, उस सर्कल के अंदर, और फिर वो इतना अच्छा आपको रिज़ल्ट नहीं देगा। तो ऐसे केस में जहाँ पे भी आपके पास डेटा कम है, वहाँ पर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, आपके पास अभी तक जो डेटा था, उस डेटा के अंदर आप जानते हो कैटेगरी की जब मैंने बात की है, तो हमारे पास 3 कैटेगरी थी, व्हिच इज़ फैशन, डेकोर एंड इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन वहीं पे उसी के प्रोडक्ट की बात किया जाए, तो हर कैटेगरी के अंदर मिनिमम 3 टू 4 प्रोडक्ट्स थे। मतलब अगर मैं टोटल किया जाए इसका 3 इंटू 4, व्हिच इज़ 12 प्रोडक्ट्स हो गए। तो अगर मैं प्रोडक्ट्स को पाई में दिखाऊँगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर मैं कैटेगरी को पाई में दिखाऊँगी, तो वो मुझे बहुत ही बेहतर रिज़ल्ट देगा। बस इतनी सी बात थी इसके लिए। हम एक बार के लिए इस इंक को डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद हम अब क्या करेंगे, अपने डेटा को सेलेक्ट करेंगे। तो हमने अपने डेटा को सेलेक्ट किया, इंसर्ट में चले गए। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से देखिए, आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए हमेशा यहाँ से चूज़ कीजिए, ऑल चार्ट्स पे जाइए और यहाँ पे पाई पे चले जाइए। देखिए, मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जितने भी चार्ट्स हैं उसमें ना यहाँ ऊपर की तरफ आपको और भी चार्ट्स दिखेंगे, इसी से ही ओरिजिनेट हैं। मतलब पाए के ही हिस्सा है, लेकिन अलग तरीके से है। जैसे आपके पास ये नॉर्मल पाए है, फिर 3D पाए आता है, फिर पाए ऑफ पाए आता है, फिर बार ऑफ पाए आता है, फिर डोनट आता है। यहाँ हम दो तो डेफिनेटली करने वाले हैं, विच इज़ द पाए चार्ट एंड द नॉर्मल डोनट चार्ट। और पाई हम करने वाले हैं, 3D पाई भी देखने वाले हैं। लेकिन हमने डेटा गलत चूज़ कर लिया था, हमारा पाई चार्ट वाला डेटा ये था, तो हमें ये चूज़ करना चाहिए था, इसीलिए मैं थोड़ा सा रुक गई थी। एंड हमने ये डेटा चूज़ किया, इंसर्ट टैब में गए, यहाँ से पाई का भी ऑप्शन है, हमने ये लिया। जो भी पाई आप लेना चाहते हो, मैं एक बार सिंपल लेना चाहती हूँ, तो मैंने ये सिंपल पाई ले लिया। लेट मी जस्ट एडजस्ट द साइज़ ऑफ द चार्ट। तो मैंने यहाँ से साइज़ एडजस्ट कर लिया, ठीक है। एंड मैं एक काम करती हूँ, यहाँ से चार्ट टाइटल ऑफ कर देती हूँ, लेजेंड्स अभी के लिए ऑफ कर देती हूँ। अभी के लिए ऑफ किए हैं, क्या हमेशा के लिए ऑफ कर दिए? नहीं। और आप इसे सेलेक्ट करके आप इसके साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, एंड इसे आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से मैंने एडजस्ट कर लिया। अब जाके मैं इसके लेजेंड्स को ऑन कर देती हूँ कि जो कलर हैं वो साइड में आए और मुझे इस तरीके से बताएं। अभी भी मुझे इसको थोड़ा सा बड़ा करना है। हाँ, ये अब मुझे बेहतर लग रहा है। अब मैं अपनी स्क्रीन को थोड़ा-सा ज़ूम कर सकती हूँ। देखिए, जो भी आपके पास सेटिंग्स होंगी ना, वो सभी में सेम तरीके से काम करने वाली है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपकी जो सेटिंग है वो इस चार्ट में प्ले कर रहे हैं, तो किसी और चार्ट में किसी और तरीके से काम होगा। नहीं, काम हमेशा सेम तरीके से होगा, ठीक है? जैसे अगर मुझे सिलेक्शन करना है, तो देखिए सभी पे बबल्स हैं। अगर मुझे इसका सिलेक्शन करना है, तो मुझे इस पे क्लिक करना होगा एंड मेरा काम हो जाएगा। मुझे कलर चेंज करना है, मैं राइट क्लिक करूँगी और यहाँ से फिल में जाकर कोई भी कलर चेंज कर सकती हूँ मैं। आउटलाइन चेंज करना है, मैं आउटलाइन भी चेंज कर सकती हूँ, मैं कोई भी यहाँ पे आउटलाइन ले सकती हूँ। तो ये मेरा आउटलाइन आ गया है। इसका आउटलाइन इतना ही था, तो इसने इतने में लिया, बाकी का आउटलाइन इस वाले पोर्शन का होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसे चेंज कर सकते हैं, कुछ भी सेटिंग्स कर सकते हैं। राइट क्लिक करके आप फॉर्मेट डेटा पॉइंट में जाकर यहाँ पर उसकी विंडो आ जाती है। यहाँ पर जो भी चेंजेस करना चाहें वो भी कर सकते हैं। आपको फिल कुछ और करना है, तो आप फिल ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं। आपको बॉर्डर कुछ और लगाना है, तो ग्रेडियंट बॉर्डर लगा सकते हैं। आपको जो करना है आप उस तरीके से इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पाई के बारे में बात था। पाई हम तब दिखाते हैं जब हमारे पास बहुत कम डेटा होता है। इसके अंदर अगर आप डेटा लेबल ऑन करना चाहते हैं, तो आप डेटा लेबल्स भी ऑन कर सकते हैं। आप यहाँ से इनके डेटा लेबल्स ऑन करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। डेटा लेबल्स क्या हैं? बेसिकली डेटा लेबल्स वो हैं, डेटा के बारे में बताने हैं जिससे ये डेटा बना है, तो वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही लिखे होते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी चीज़ लिखी हुई है, अगर आप उसमें कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं, तो नॉर्मल फॉर्मेटिंग कर लीजिए। आपने इस तरीके से फॉर्मेटिंग दिखाना चाहती हैं, तो आप दिखा सकती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास यहाँ ब्रश आ जाती है, जिसका मैंने आपको यूसेज बताया था। तो मुझे ये वाला पाई काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और लेजेंड्स मैंने अभी भी आपको बताया था कि मुझे बिल्कुल साइड में चाहिए, तो मैं यहाँ से जाके उसे राइट में कर लूँगी। लेजेंड्स के आगे ये एरो है, आप इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ से आप इसे राइट पे कर सकते हो। इस तरीके से आ गया। अंदर वाले डेटा लेबल्स को आप वाइट कर लीजिए, एंड यहाँ से आप उसे थोड़ा सा बोल्ड भी कर लीजिए, एंड
नाउ इट लुक्स बेटर। तो ये आपका एक पाई चार्ट कंप्लीटली तैयार हो गया है। इस तरीके से हम कोई भी चार्ट को तैयार करते हैं। कुछ भी चीज़ें चेंजेस करनी हैं, आप यहाँ तो इस प्लस साइन पे जाकर चीज़ें चेंज कर सकते हैं, या फिर आप इस पे क्लिक करके यहाँ पे फॉर्मेट डेटा सीरीज़ पे जाकर यहाँ पे सभी ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ एंगल्स इन ऑफ द फर्स्ट स्लाइस, अगर आपको एंगल मूव करना है, जैसे आप चाहते हो आपका ये जो है वो व्हील मूव करे, तो देखो इस तरीके से, जिस तरीके से आप दिखाना चाहते हो उस तरीके से दिखा सकते हो। अगर मान लो एक्सप्लोजन क्या होता है, अभी सब लोग अटैच्ड है ना, अगर आप इन्हें थोड़ा सा दूर दूर चाहते हो तो आप इस तरीके से भी दूर दूर कर सकते हो, जितना दूर चाहते हो। लेकिन जितना पास चाहते हो आप एक्सप्लोजन को कम कर दो, वो उतने ही पास पास रहेंगे। ठीक है, मुझे और कम चाहिए तो मेरे को ये ठीक लग रहा है, तो मैंने इसको एज इट इज़ रख लिया। तो अगर आपको दूर करना है तो एक्सप्लोजन का इस्तेमाल करें, और अगर आपका एंगल चेंज करना है तो आप एंगल भी चेंज कर सकते हैं। अब हमने नॉर्मल पाई देखा, तो अगर मान लीजिए मैं इसको 3D पाई में कन्वर्ट करना चाहती, तो मान लीजिए 3D पाई भी एक बार के लिए बना के देख लेते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, पाई में जाएंगे एंड यहाँ से 3D पाई ले लेंगे। 3D पाई लेने के बाद ऑब्वियसली ये साइज़ काफ़ी ज़्यादा है, हम इसको यहीं एडजस्ट करेंगे इसी के साइड में। लेट मी जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, मैंने इसके साइज़ को तो रिसाइज़ कर दिया। मुझे इसका चार्ट टाइटल नहीं चाहिए, मुझे इसके लेजेंड्स भी अभी के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बस इसके बारे में बात करना चाहती हूँ। तो सेम तरीका है कि कोई कलर वगैरह कुछ भी चेंज करना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसका इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए आप इसके अंदर कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं, तो वही फॉर्मेट डेटा सीरीज़ है, वही एंगल ऑफ इंसिडेंस स्लाइस का चेंज घुमाना चाहते हो स्लाइस को, तो आप घुमा सकते हैं। मुझे ये बेहतर लग रहा है। अगर पाइल का एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अलग अलग चाहते हैं कि ये पाइल ऐसे अलग अलग दिखे, तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं, बिल्कुल सेम तरीके से है। अगर मान लीजिए यहाँ से आप कोई शेडो दिखाना चाहते हैं किसी अलग तरीके की, तो आप यहाँ से शेडो दिखा सकते हैं। जिस भी तरीके की आप शेडो दिखाना चाहते हैं, आपको इस तरीके का कुछ इफेक्ट दिखाना है, कुछ भी इफेक्ट्स दिखा सकते हैं। ग्लो में जाकर आपको अगर ग्लो का कुछ दिखाना है तो दिखा सकते हैं, ठीक है। तो आपके चार्ट के अंदर आपको कुछ भी चेंजेस करने होते हैं, फॉर्मेट डेटा पॉइंट में जाओ या डेटा सीरीज़ में जाओ और वहाँ से आप चेंजेस कर सकते हैं। नो फिल किया, कुछ भी नहीं आया, सॉलिड फिल कर सकते हो, ग्रेडियंट फिल कर सकते हो, आपको जैसा फिल करना है। अभी सिलेक्शन सिर्फ इसका हो रखा है इसलिए हो रहा है, अभी सिलेक्शन सबका हो रहा होगा तो सब में चेंजेस होंगे। देखो सब में चेंजेस हो गए, देखो सब में चेंजेस हो गए, सब में चेंजेस हो गए। तो इसी तरीके से अगर आप कुछ भी फिल करना चाहते हैं तो इस तरीके से फिल कर सकते हैं। बॉर्डर लगाना चाहते हैं, किसी तरीके की आउटलाइन लगाना चाहते हैं, वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, समझ आया सभी को? इस तरीके से हम लोग अपना 3D पाई बनाते हैं। इसी के अंदर अब आपके पास डोनट चार्ट आता है, तो हम डोनट चार्ट ज़रूर बनाएंगे, यहीं पे ही हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो ये मेरे पास डेटा है, मैंने इसे सेलेक्ट किया। देखो डेटा काफ़ी कम है, इसीलिए मैं बोलती हूँ यहाँ पे डोनट चार्ट और बाकी चार्ट अच्छे लगेंगे, तो हमने यहाँ पे डोनट चार्ट ले लिया। और तो ये डोनट चार्ट फिलहाल के लिए डोनट लग नहीं रहा है, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा अनियन रिंग चार्ट बना रही हूँ मैं। जितना छोटा ये रिंग है वो अनियन रिंग जैसा ही लग रहा है, ठीक है। हम इसको यहाँ रखेंगे, इसके चार्ट टाइटल को बंद करेंगे, लेजेंड्स को भी बंद कर देते हैं एंड इसको हम मिडिल में रखते हैं। इसके साइज को थोड़ा सा और हम सॉरी, हाँ अब भी ठीक है, ठीक है। यहाँ एडजस्ट कर लो। तो ये आपका पाए आ गया, ये अभी भी अच्छे से एडजस्ट नहीं हुआ होने को। तो अरे भाई पूरे को नहीं ले जाना है, यहाँ पे इसको ले जाना है, ठीक है। अभी आपका पाए हो गया है। तो सेम तरीका है, सारी चीज़ें वैसे ही चेंज होंगी जैसे पाए में चेंज हुई है, बस मुझे ये अनियन रिंग नहीं चाहिए, तो मैं इस पर राइट क्लिक कर सकती हूँ एंड यहाँ से कोई दूसरा चूज़ कर सकती हूँ, मैं इसे भी चूज़ कर सकती हूँ। लेकिन अभी तो ये इसमें लेजेंड्स ऑन है, सब कुछ ऑन है, तो इसे ऑफ कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी इसे मैं कह सकती हूँ, अगर मान लीजिए इस तरीके से, अभी तो मैंने क्या किया है, डायरेक्टली कोई फॉर्मेटिंग उठा ली तो उसमें सारी चीज़ें थी तो आ गई। अगर मुझे खुद से करना होता तो वही है, आप इस पर राइट क्लिक कीजिए,
फॉर्मेट डेटा सीरीज़ पे जाइए, इस लास्ट पॉइंट पे जाइए, फर्स्ट स्लाइस का जो ये एंगल है आपको पता है इससे आपका सर्कल घूमता है, घुमा दीजिए। अगर आपको पता है एक्सप्लोजन का तो इन्हें दूर दूर करना है तो दूर दूर कर दीजिए। ये आपको पता है, मैंने एक्सप्लोजन का आपको ऑलरेडी बता दिया है। ये होता है डोनट होल साइज़। अगर ये जो बीच में जो आपको खाली जगह दिख रही है, अगर आप इसे बढ़ाना चाहते हो तो आप बढ़ा सकते हो। ये बढ़ा बढ़ा के अनियन रिंग बना था, जितना इसे कम करोगे ये उतना ही डोनट जैसा दिखेगा। तो ये अभी फ़िलहाल के लिए ये वैसे ये डोनट जैसा दिख रहा है। तो इस तरीके से आप इसके जो एक्सप्लोजन है, जो एंगल है, या फिर ये जो बीच में इसका जो होल होता है डोनट का, आप उसे उस तरीके से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो। बाकी जितनी भी सेटिंग्स होती हैं वो सभी चार्ट की सेम ही रहती हैं, जो आप कलर कर सकते हो, जो आप सिलेक्शन कर सकते हो। लेकिन जो मेन होता है, जो डिफरेंस होता है, वो इस लास्ट वाले ऑप्शन के अंदर होता है, साइज़ एंड प्रॉपर्टीज़ के अंदर। वो पर्टिकुलर चार्ट का पर्टिकुलर ही होता है, तो इसका हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बाकी चीज़ें सब सॉर्टेड हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। चार्ट, लाइन चार्ट क्या करता है? लाइन चार्ट आपको किसी भी तरीके का ट्रेंड दिखाता है, ठीक है? तो हम लोगों ने यहाँ पे डेटा को सेलेक्ट कर लिया है, इंसर्ट में जाएंगे, वैसे ही एक्सटेंशन में जाएंगे, उसके बाद हम चार्ट में जाएंगे एंड यहाँ पर हमें लाइन दिख जाती है। लाइन में भी आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप इसे किसी में भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको नॉर्मल लाइन चार्ट दिख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग मार्कर वाला एक चार्ट ले लेते हैं, बिकॉज हम मार्कर के बारे में भी पढ़ना चाहते हैं एंड हम इसे ओके कर लेते हैं। मार्कर चार्ट में क्या फ़ायदा होता है? इसके अंदर इस तरीके से मार्कर आते हैं जो आपको अलग अलग पॉइंट्स बताते हैं, तो विच इज़ वेरी गुड थिंग। तो हम लोग यहाँ पे एक मार्कर की बात करने वाले हैं। ओके, यहाँ पर 2 डेटा थे, ये हमने इसने ईयर को भी इस तरीके से एक डेटा की तरह दिखा दिया है। तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, अपने यहाँ पर सेलेक्ट डेटा में जाएंगे एंड यहाँ पे इसने ईयर को दिखा रखा है, तो ईयर को हम लोग रिमूव कर लेंगे एंड हम ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर ये आराम से सारा डेटा मुझे दिखा रहा है। ये यहाँ पे 2015, 2016, 17, 18 सबका डेटा आ गया है और यहाँ पर इसने मुझे इसको चार्ट को दिखा दिया। अब इस चार्ट के बारे में थोड़ा सा समझने वाले हैं। ये जो भी मार्कर्स आपको दिख रहे हैं, देखो मैंने एक को सेलेक्ट किया, सारे सेलेक्ट हो गए। अगर मुझे किसी एक को ही सेलेक्ट करना है तो मुझे उसे दोबारा क्लिक करना पड़ेगा। सेम वही चीज़ है जो सभी चार्ट में होती है। अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो मैं उसका कलर भी चेंज कर सकती हूँ, इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे सीखने की ज़रूरत नहीं है, हम इस तरीके से नहीं करेंगे। आप कहीं पे भी क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट डेटा पॉइंट में चले जाइए। उसके बाद आपके पास यहाँ पे जो विंडो आ जाती है, आप यहाँ पे फिल में चले जाएंगे तो आपको पास डायरेक्टली ही ऑप्शन आ जाता है। अगर लाइन में कुछ चेंजेस करने हैं तो लाइन में कर लीजिए, और अगर मार्कर में कुछ चेंजेस करने हैं तो मार्कर में कर लीजिए। लाइन मान लीजिए कोई लाइन चाहिए ही नहीं, लो जी हट गई, लेकिन किसी एक की हट गई है क्योंकि पूरा सेलेक्टेड नहीं है। तो एक काम करें, दोबारा से सेलेक्ट करें, बाहर कहीं क्लिक करें, अब एक बार सेलेक्ट करें तो देखो सारे सेलेक्ट हो गए हैं। अब यहाँ पर जो भी चेंज करोगे वो सभी में आएगा। नो लाइन कर दिया मतलब लाइन ही नहीं है, सॉलिड लाइन किया सॉलिड आया, ग्रेडियंट लाइन चाहिए तो ग्रेडियंट आ गया। ठीक है, मुझे ग्रेडियंट ठीक लग रहा है तो हम वो रख सकते हैं। ग्रेडियंट में भी आपके ऊपर होता है कि आपको किस तरीके का कलर करना है। आप इस तरीके से अपने कलर्स को एडजस्ट कर सकते हो, किस तरीके का आप कलर दिखाना चाहते हो। ठीक है, ओके। उसके बाद आपके पास आते हैं मार्कर्स। जो आपके ये राउंड राउंड दिख रहे हैं ना, ये मार्कर्स हैं, ये अलग अलग पॉइंट को बता रही हैं। तो आप मार्कर पे क्लिक कर दीजिए तो मार्कर के ऑप्शंस आ जाएंगे। अगर लाइन पे क्लिक करोगे तो लाइन के लिए ऑप्शन आ जाएंगे। जिस चीज़ पे क्लिक करोगे, जो ऊपर एक बार चूज़ कर लिया ना, उससे रिलेटेड ही नीचे सारे ऑप्शन होंगे। आप जो भी कुछ चेंज करोगे वो उसमें चेंज होंगे। अगर मैं यहाँ से कुछ भी चेंज करूँगी तो वो सारा कुछ जो चेंज होगा वो लाइन में चेंज होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ मार्कर पे सेलेक्ट करती हूँ तो अब जो भी मैं कुछ भी चेंज करूँगी वो सब कुछ मार्कर में चेंज होगा। जैसे कि अगर मैं मार्कर ऑप्शन में जाती हूँ तो यहाँ पर अगर मार्कर चाहिए ही नहीं तो नो कर दो। बिल्ट इन, दैट मीन्स किसी और तरीके का चाहिए, मान लो ट्रायंगल चाहिए, ट्रायंगल कर दो। साइज़ इंक्रीज़ करना है, देखो साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ऊपर होता है कि आपको कैसे दिखाना है। आपको डायमंड शेप दिखाना है, आप डायमंड शेप दिखा दो। इस तरीके से आपके ये मार्कर्स आ जाएंगे। अगर मार्कर्स के अंदर कलर कुछ भी फिल नहीं करना, ज़ीरो कर दो। सॉलिड फिल करना है, सॉलिड फिल कर दो। ग्रेडियंट फिल करना है, ग्रेडियंट फिल कर दो। अगर खुद से कोई कलर करना चाहते हो, वेरीज कलर बाय द पॉइंट, हर कलर पे एक अलग कलर आना चाहिए, वो भी ऑन कर सकते हो। ठीक है, हमने यहाँ पे ग्रेडियंट फिल लिया था, नहीं मुझे लाइन के लिए ग्रेडियंट फिल चाहिए था, एंड मार्कर के लिए मुझे कलर ही चाहिए, सॉलिड फिल चाहिए। हाँ, दैट्स लुक बेटर, तो मैंने इसे ले लिया। बाद में अगर मान लीजिए कोई एरो दिखाना चाहते हो कि बिगिन एरो टाइप, तो एरोज़ भी दिखें कि एरोज़ के फॉर्म से शुरू हुए हैं, या फिर
बिगिन एरो साइज़ पता लग गया है। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। अभी मुझे इसकी है बिल्कुल भी जो आउटलाइन है वो अच्छी नहीं लग रही है। तो मैं यहाँ जाऊँगी, मार्कर में जाऊँगी, फिल के अंदर तो ठीक है, लेकिन जो बॉर्डर है वो नो लाइन चाहिए। तो अब देखो ये ब्लू की ब्लू रह गया है, कोई लाइन नहीं आई है और मेरा चार्ट बिल्कुल तैयार हो गया है। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आपको क्या फॉर्मेटिंग करनी है, किस तरीके का चार्ट दिखाना है। लेकिन जब भी आपको कोई चीज़ ट्रेंड में दिखानी है, अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो अगर मान लीजिए आप प्रॉफिट को दिखाना चाहते हो, तो आप इसको दिखाओ कि किस ट्रेंड में हमारी प्रॉफिट हो रही है। कोई ग्रोथ दिखाना चाहते हो, तो आप लाइन का इस्तेमाल करो कि किस ट्रेंड से हम ग्रो कर रहे हैं। तो कहीं पे भी किसी भी तरीके का ट्रेंड दिखाना होता है, तो वहाँ पर हम अपना लाइन चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। चलें अब हम नेक्स्ट चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहीं पे इसी तरीके का विच इज़ एरिया चार्ट। एरिया चार्ट क्या करता है, जहाँ पे भी आपको वॉल्यूम दिखाना हो ना, वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे सेलेक्ट कीजिए, इंसर्ट पे जाइए, यहाँ पर से एक्सटेंशन पे क्लिक कीजिए, यहाँ से आप ऑल चार्ट्स में जाइए और यहाँ से आप सर्च कर लीजिए कहाँ लिखा हुआ है एरिया। तो आपने एरिया लिया और किस तरीके का आप एरिया लेना चाहते हो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। मुझे ये वाला सही लग रहा है तो मैंने ये ले लिया है। ठीक है, यहाँ पर मेरा ये चार्ट आ चुका है। लेट मी जस्ट रीसाइज इट सो दैट हम इजीली उसको देख सकें एंड डिफरेंस समझ सकें। तो देखो ये आपका चार्ट यहाँ पे आ चुका है। ओके, तो अभी ये चार्ट क्या बता रहा है कि क्वार्टर 1 में हम कम थे, क्वार्टर 2 में भी लगभग उतने ही थे, क्वार्टर 3 में हमें एक सबसे बड़ा जंप मिला और उसके बाद हम थोड़े से डाउन आ गए, लेकिन फिर भी हम क्वार्टर 2 से भी ऊपर थे और क्वार्टर 1 से भी ऊपर थे। तो ये वॉल्यूम हमें दर्शाता है, ये वॉल्यूम हमें बता रहा है। और इसके अंदर अगर कुछ भी चेंज किया जाए, साइज़ एंड प्रॉपर्टीज़ आप इसकी चेक कर सकते हो। एज सच कुछ नहीं है, बाकी नॉर्मल चेंजेस हैं, बट इसे पढ़ना सीखो। देखिए चार्ट के अंदर जो बेसिक चीज़ें थी ना, जो एलिमेंट्स होती हैं, जो आपकी सेटिंग्स होती हैं, वो आप जान चुके हो। अब जो आप सीख रहे हो ना, तो वो तो चार्ट पढ़ना सीख रहे हो, बिकॉज वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको करना तो आ गया, लेकिन कौन सा चार्ट कब बनना चाहिए और अगर वो बन रहा है तो उसका मतलब क्या है, वो समझना ज़्यादा ज़रूरी हो गया। डेटा एनालिसिस के अंदर वही तो आप काम आएगा आपकी। तो क्वार्टर 1 देख सकते हो आप, और क्वार्टर 4 की बात जो मैंने की थी कि ये देख लो 9555 है और 11,396 है। ये इसीलिए देखो बिल्कुल पास-पास है, इसीलिए मैंने बोला था ना ये फर्स्ट के करीब तो है लेकिन उससे थोड़ा-सा ऊपर है। अब मान लीजिए मैं यहीं पे 19,555 कर दूँ, तो ये देखो अब ये ऊपर है और इस वाले से भी ऊपर है और ये इस वाले के करीब लग रहा है। ये इस वाले के करीब लग रहा है लेकिन थोड़ा-सा ऊपर है। ठीक है? अगर मान लीजिए मैं इसको ही 80,000 कर दूँ, तो देखो ये नीचे है। 80,000 इज़ ह्यूज, आई गेस लाइक 25,000 कर देते हैं। तो देखो ये यहाँ पे इतना था, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ आ रहा है। इतना ह्यूज वो फ़र्क नहीं पड़ा। अभी देखो ये सबसे पहले ऊपर था, फिर यहाँ पे गया, फिर एकदम से नीचे आ गया। 19,500 था, फिर थोड़ा 25,000 पे गया, फिर एकदम से नीचे आ गया, फिर एकदम से उठा। तो जैसे जैसे आपका यहाँ डेटा आ रहा है, वैसे वैसे इसमें स्टीप डाउन या स्टीप एकदम से हाइक आती है और उसे देखकर आप समझ सकते हो उस डेटा में हमने कितना किया और वो एज अ वॉल्यूम आपको दिखाएगा। दैट इज़ योर एरिया चार्ट और इसको इस तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, आपको डेटा पढ़ना आना चाहिए, आपको चार्ट पढ़ना आना चाहिए। अगर आपका चार्ट आपकी स्टोरी को अच्छे से नहीं बता पा रहा है, ये चार्ट मुझे अच्छे से बता पा रहा है कि यहाँ पे एक पॉइंट था, फिर हम थोड़ा सा ऊपर गए, फिर एकदम से स्टीप डाउन नीचे आए, फिर थोड़ा सा ऊपर गए, लेकिन जो ऊपर गए ना वो फर्स्ट पॉइंट से कम ही है। तो देख लो जो ऊपर गए 11,000 है, ये 19,000 है, तो कम ही है। तो ये चार्ट मुझे ये देखते के साथ ही मुझे ये चीज़ बता रहा था, दैट मीन्स मैंने एक अच्छा चार्ट बनाया है जो कि स्टोरी अपनी खुद बता रहा है। उसके लिए मुझे डेटा को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। बिना डेटा को देखे भी अगर आपका चार्ट आपकी पूरी स्टोरी बता रहा है, दैट इज़ अ गुड चार्ट। ओके, चलें अब हम नेक्स्ट चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। स्कैटर चार्ट। स्कैटर चार्ट को सीखना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा खासा चार्ट है और बहुत ईजी भी है, आप हमेशा से करते हुए आए हैं। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, जस्ट गिव मी अ मिनट। ऑल्ट और CA, तो ये मेरा डेटा एडजस्ट हो गया है, मैंने इसका अलाइनमेंट करेक्ट कर लिया। ओके, अभी मेरे पास डेटा है और मैं इस डेटा को सेलेक्ट कर लेती हूँ कंट्रोल शिफ्ट साइड एरो एंड डाउन एरो से, एंड इंसर्ट पे जाती हूँ एंड यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगी स्कैटर वाला। देखो इसने मुझे सजेशन में भी सबसे पहले स्कैटर ही दिया है, तो यहाँ से भी मैं XY स्कैटर वाला प्लॉट ले लेती हूँ एंड यहाँ से मुझे ये वाला चाहिए एंड मैंने ओके कर दिया। तो ये चार्ट दिखाता क्या है, बताता क्या है, इसको समझने से पहले एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। अपने स्कूल के दिनों को याद कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ज़्यादा बेहतर आएगी, जब हम अपनी ग्राफ वाली नोटबुक में काम किया करते थे। थोड़ा सा याद कर लीजिए उसे, बिकॉज वही याद कराने वाली हूँ मैं। स्कूल में याद है हम ग्राफ्स के अंदर जब
चीज़ें प्लॉटिंग करते थे तो कैसे होता था, ये हमारा ज़ीरो, ये हमारा एक्स एक्सेस और ये हमारा वाई एक्सेस। अभी मान लीजिए मेरे पास कुछ होता था लाइक ईयर नंबर 21, 22, 23, 24 एंड 25 एंड मेरे पास डेटा होता था यहाँ पे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। अब मान लीजिए यहाँ पे सेल हुई है 21 की, 21 में लाइक ईयर 2021 में मेरे को सेल हुआ है 3 लाख का, तो मेरा पॉइंट बन जाता था यहाँ पे और मैं यहाँ लिख देती थी 2021 में 3 लाख का सेल हुआ, विच इज़ एक्स एक्सेस पे 2021 है और 3 लाख इज़ ऑन योर वाई एक्सेस। अगर मैं 2022 की बात करूँ, मान लो 2 लाख हुआ है, तो यहाँ पर मेरा पॉइंट बनेगा और मेरे पास पॉइंट्स क्या आ जाएंगे 22 विच इज़ 2022 एंड यहाँ पे आ जाएगा 2 लाख जो कि आपका वाई एक्सेस पे है। इसी तरीके से आप 23 में मान लीजिए आपने 5 लाख का सेल किया है, तो आप यहाँ पर पॉइंट बनेगा और आप लिखोगे 2023 एंड 5 लाख। 24 में मान लीजिए 1 लाख का सेल हुआ है, तो आप यहाँ पे बनेगा विच इज़ योर 24 एंड 1 लाख का सेल। और 25 में मान लीजिए 4 लाख का सेल हुआ है, तो आपका पॉइंट यहाँ बनेगा विच इज़ योर 25 और 4 लाख। सो जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं यही तो आपने स्कैटर किए थे, बिखेरे थे, यही पॉइंट तो बनाए हैं। इस चार्ट को देखकर तो आपको सारा कुछ याद है और इस चार्ट को देखकर सोचते हो ये क्या आ गया, ये कहाँ की बात हुई, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। आपको आता है ये चार्ट। देखिए इस चार्ट के अंदर भी बिल्कुल सेम वही बात है। जैसे ही आप इन पे जाओगे तो एक प्लॉट दिखाई देगा कि 1189 और 12612। इसका मतलब क्या है, मैंने 1747 रुपये खर्चे और इतना खर्चा करने के बाद, इतने खर्चे करने से मेरे को जो सेल आई वो 41,551 की आई। दैट मीन्स अगर मैंने 1747 रुपीज़ स्पेंड किए हैं तो उससे जो मेरे को सेल जनरेट हुई है विच इज़ 41,551। अगर मैंने 3,904 रुपीज़ स्पेंड किए हैं तो मुझे जो सेल आई है वो 21,394 की आई है। अगर मैंने 4,632 रुपीज़ सेल किए हैं तो उसके बदले में मुझे जो सेल मिली है वो 13,556 मिली है। तो यही आपका जो एड स्पेंड है एंड जो आपका सेल्स है, जो सेल्स है वो आपके वाई एक्सिस पे है, जो एक्सिस पे है वो आपका एड स्पेंड है। तो अगर आप 1000 स्पेंड करते हो तो कितनी सेल होती है वो यहाँ पर प्लॉट किया गया है। और ये सभी पॉइंट्स, जैसे देखो मैं इस पे गई तो यहाँ पे मुझे पॉइंट नज़र आ रहा है 0.1975, तो मैंने 1975 रुपीज़ खर्चे हैं और उसके बदले में मुझे 21,000, ये रहा आपका 1975, 21,000 एंड आई गेस ये वाला पॉइंट था, नो ये वाला पॉइंट भी नहीं था, आई गेस ये वाला पॉइंट था, आई जस्ट लॉस्ट दैट पॉइंट। हाँ ये वाला पॉइंट था। 1975 खर्चा करने के बाद मुझे 21,016 रुपीज़ की सेल हुई है, आपको ये देख सकती हूँ। तो यहाँ पर ये कुछ भी नहीं है। स्कैटर को देखकर ना कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं और पता नहीं ना जाने वो क्यों कंफ्यूज होते हैं, या तो उन्हें उस तरीके से समझाया नहीं गया है कि भाई ये वही तो है जो स्कूल में करते थे, है ना, या फिर स्कूल में मस्ती करी है काम नहीं किया है तो इसलिए घबरा रहे हो। वरना अपनी पुरानी ग्राफ बुक्स को याद कर लो कैसे प्लॉटिंग करते थे, बिकॉज बहुत लंबे अरसे तक हमने ये चीज़ें करी हैं तो हमें याद है। बस वो तो एक बार जब सामने आता है और सिर्फ पॉइंट्स दिखते हैं, कहीं कुछ पॉइंटर्स लिखे नहीं हुए हैं और वो टॉपिक एकदम से हम भूल चुके हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा सा लगता है कि अरे ये स्कैटर चार्ट क्या बताता है, समझ ही नहीं आता। तो जब आप दोनों वेरिएबल्स को दिखाना चाहते हो किसी एक के पीछे दूसरे पे क्या असर पड़ा, तब आपको स्कैटर चार्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे था, अगर मैं ये पता कर लेती कि मेरा सेल कितना हुआ तो क्या हासिल कर लेती, अगर मैं ये पता कर लेती कि मैंने कितना ऐड में स्पेंड कर लिया तो क्या हासिल कर लेती, कुछ भी नहीं। कोई इन्फॉर्मेशन अपने आप में, कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं निकल रही, एक सिंगल इन्फॉर्मेशन है जो किसी और चार्ट से भी आ सकती है। लेकिन मुझे जो चाहिए था वो ये चाहिए था कि मैं इतना स्पेंड करूं तो मुझे कितना बेनिफिट हो रहा है, अगर मैं इतना ऐड स्पेंड करती हूँ तो मुझे मेरी सेल कितनी हुई है। अगर ये जानना है मुझे, दो वेरिएबल्स जानने हैं, दो वेरिएबल्स जानने हैं, ऐसे केस में हमें प्लॉटिंग करनी पड़ेगी। हम प्लॉटिंग वाला कुछ चार्ट देखेंगे और प्लॉटिंग स्कैटर से बेहतर कहाँ हो सकती है, इसीलिए हम ऐसे सिनेरियो के अंदर स्कैटर चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। कहीं पे भी नहीं समझ आता प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आई गेस आपको सारा प्लॉटिंग समझ आया होगा। ये प्लॉटिंग अच्छी वाली प्लॉटिंग है ठीक है। चले अब हम अपने नेक्स्ट चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। आने वाले हैं वाटरफॉल चार्ट। एक बार के लिए मैं इसको रीनेम कर लेती हूँ विच इज़ वाटरफॉल।
वाटरफॉल कैसा होता है कि जैसे कि आपने कैंडल स्टिक देखी है, स्टोक्स वगैरह के बारे में अगर जानते हो तो कैंडल स्टिक्स देखी होंगी, तो वो जिस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है वैसे ही हमारा वाटरफॉल चार्ट होता है। आप इस डेटा को सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद आप इंसर्ट में जाइए। इंसर्ट में जाने के बाद आप यहाँ से इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर आप ऑल चार्ट्स में जाइए और यहाँ से आप वाटरफॉल को चूज़ करके ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपको ये यहाँ पे ओके हम लोगों ने डेटा गलत चूज़ किया था, जस्ट गिव मी अ मिनट, वापस से लेते हैं। हमने यहाँ से कंट्रोल ए किया, इंसर्ट किया, यहाँ पे एक्सटेंशन पे गए, उसके बाद हम लोगों ने ऑल चार्ट्स लिया और यहाँ से हम लोगों ने वाटरफॉल लेना है, तो वेयर इज़ वाटरफॉल, वाटरफॉल, वाटरफॉल एंड ओके कर दिया। अभी वाटरफॉल चार्ट करता क्या है, वो क्यूमुलेटिव दिखाता है। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है, पहले क्यूमुलेटिव का मतलब समझ लो। मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लिख रही हूँ, विच इज़ 2000, फिर मैं लिखती हूँ 4000, फिर मैं लिखती हूँ 6000, फिर मैं लिखती हूँ -7000, फिर मैं लिखती हूँ -1000 एंड फिर मैं लिखती हूँ 2000। तो अब देखो इसका आंसर निकालते हैं। ये 2000 तो 2000 रहने वाला है, 2000 प्लस में 4000, 2 + 4 is 6, तो 6000, 6000 प्लस में 6 which is 12,000, 12,000 minus 7 which is 5,000, because प्लस माइनस माइनस होता है। 5,000 minus 1000 which is 4,000, 4,000 plus 2,000 which is 6,000। तो इन एंड आपके पास कितने रुपए होने चाहिए, 6,000 होने चाहिए। तो ये था क्यूमुलेटिव कि मतलब हर एक वैल्यू को जोड़ते हुए आप आगे बढ़ जाते हो। सो दैट इज़ योर क्यूमुलेटिव वाला चीज़ होती है, क्यूमुलेटिव होता है। ठीक है, तो ठीक वैसे ही उसमें हो रहा है। 10,000 में इनिशियली आपको जो प्रॉफिट हुआ वो 10,000 का हुआ, फिर जो प्रॉफिट हुआ वो 20,000 का हुआ, लेकिन फिर सीधा लॉस हो जाएगा -25 का। उसके बाद फिर 30,000 का प्रॉफिट हुआ, फिर सीधा लॉस हो गया 16,000 का। तो एट द एंड आपके पास जो बचा वो 19,000 बचा। अब तो देखें यहाँ पर उसने मुझे पूरा टोटल बता दिया है, ठीक है, कि हमारा 19,000 पे टोटल बच जाएगा। तो इसी तरीके से तो हमारी कैंडल स्टिक होती है जो कि हमें हर एक लेवल पे ले जाकर हमें बताती है, उसका कॉस्ट बताती है। तो ठीक वैसे ही हमारे पास ये डेटा आता है जहाँ पर हम लोग वो रिज़ल्ट दिखाना चाहते हैं कि कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया, उस चीज़ को एक फ़्लो दिखाना चाहते हैं विद क्यूमुलेटिव वाली चीज़ को लेकर। तो वहाँ पर हम अपना वाटरफॉल चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, वाटरफॉल चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। कहीं पे भी कोई डाउट लगता है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चार्ट सीखने वाले हैं जिसे हम कॉम्बो चार्ट भी बोलते हैं एंड हम लोग उसको 2 एक्सिस चार्ट भी बोलते हैं। अगर आप इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे एंड इंसर्ट में जाएंगे एंड आप यहाँ एक्सटेंशन में जाएंगे एंड यहाँ पर ऑल चार्ट्स लेंगे, लास्ट में आपको एक कॉम्बो चार्ट नज़र आएगा और आप इस तरीके से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका वो चार्ट बनकर आ जाएगा, थोड़ा सा वक्त ज़रूर लेगा, लेकिन यहाँ अभी वो नॉर्मल तरीके से कॉम्बो चार्ट तो बनकर आ गया है, दोनों चार्ट आ गए हैं। लेकिन अभी यहाँ पर जो आप देख सकते हो ग्रोथ वाला जो चार्ट है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक तरीका तो ये होता है, दूसरा तरीका मैं आपको बता देती हूँ, दोनों में ही काम सेम करने पड़ते हैं। तो आप यहाँ डेटा सेलेक्ट कीजिए, कॉम्बो वाली चीज़ अगर आपको नहीं समझ आती आप इंसर्ट में जाइए, यहाँ से आप नॉर्मल कॉलम चार्ट ले लीजिए, नॉर्मल कॉलम चार्ट ले लीजिए। इसके अंदर भी हम वही चेंजेस करने वाले हैं जो चेंजेस आप अगर नॉर्मल कॉम्बो चार्ट लेते तब करते, ठीक है, तो कुछ भी अलग नहीं है। हम यहाँ पर 2 एक्सिस चार्ट सीख रहे हैं बेसिकली, और वो इसको 2 एक्सिस क्यों बोला जाता है, इसको कॉम्बो क्यों बोला जाता है, और ये कब बनाया जाता है और इसको बनाया कैसे जाता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। देखें, सबसे पहले हम कॉम्बो इसलिए बोल रहे हैं जस्ट बिकॉज हम देखो जनवरी फरवरी के लिए तो दिखा ही रहे हैं, लेकिन यहाँ रेवेन्यू भी दिखा रहे हैं और ग्रोथ का परसेंटेज भी दिखा रहे हैं, मतलब 2 तरीके का डेटा दिखा रहे हैं। अब अगर यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे कलर देखकर आप बता सकते हो कि ब्लू कलर का रेवेन्यू है तो रेवेन्यू तो आपको दिख रहा है, लेकिन ग्रोथ आपको नहीं दिख रहा। कितना इनजस्टिस है ये। अगर आपने पैरामीटर्स यहाँ पे बनाए हैं 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, दैट मीन्स 10,000 के गैप में है, तो इसको दिखाना तो आसान है क्योंकि ये भी तो उसी लेवल का है, थाउजेंड्स में है। लेकिन वहीं पे क्या इसको दिखाना आसान है? कहीं पे तो मैं दिखा रही हूँ 39,692 एंड उसी के बराबर में मैं दिखाना चाहती हूँ 8। अगर मेरा पैरामीटर 10,000 का है, मेरा 10,000 ये इतना सा एरिया मेरा 10,000 है, तो इसमें 8 कहाँ दिखेगा? तो इसका मतलब अब आप कहोगे कि ऑरेंज तो यहाँ है ही नहीं, रेड तो यहाँ है ही नहीं, है। अगर मैं यहाँ पे 19,000 कर दूँ इसे, तो दिखने लगेगा। वो तो दिख इसलिए नहीं रहा क्योंकि वो 19% है, 19 है सिर्फ, 19 से तो इन कलर में दिखेगा ही नहीं वो।
तो ऐसे केस में मुझे ये भी दिखे, तो ऐसे केस में मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगी, मतलब एक बार क्लिक कर लीजिए, आपके सभी बार सेलेक्टेड हो गए हैं। राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट एक्सेस पे जाइए। फॉर्मेट एक्सेस पे जाने के बाद बिल्कुल लास्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, ठीक है? एक सेकेंड, हमें एक्सेस फॉर्मेट नहीं करना था, हम राइट क्लिक करेंगे और चेंज सीरीज चार्ट टाइप पे जाइए। आपके पास इस तरीके की विंडो खुल के आएगी जिसमें नीचे दोनों के नाम होंगे। अब एक बात बताओ, इनजस्टिस किसके साथ हो रहा है? ग्रोथ के साथ हो रहा है। अब यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाता है उसको सेकेंडरी एक्सेस बनाने का। अब हम सेकेंडरी एक्सेस क्यों बना रहे हैं, थोड़ी सी स्टोरी समझो। मैंने अभी आपको बताया कि इन दोनों को सेम तराजू पे नहीं तोलना। तो अगर मैं यहाँ पर तो जो मेरे रेवेन्यू वाले हैं वो एक्सेस रहने दूँ और साइड में एक और एक्सेस बना लूँ जिसमें मैं ग्रोथ के पैरामीटर्स रख सकती हूँ और जो बीच में गैप होगा वो उसी अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकती हूँ, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। द आंसर इज यस, डेफिनेटली हो जाएगा। तो ऐसे केस में आप राइट क्लिक करेंगे, चेंज सीरीज चार्ट टाइप में जाएंगे, अपने ग्रोथ वाले के लिए सेकेंडरी एक्सेस को ऑन कर देंगे। नाउ यू हैव ऑप्शंस। अब आप देख सकते हो आपका चार्ट इस तरीके से दिख रहा है। नाउ यू हैव ऑप्शंस कि क्या आप अपने ग्रोथ चार्ट को भी इसी तरीके से बार में दिखाना चाहते हो? द आंसर शुड बी नो, बिकॉज मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको जब लाइन चार्ट पढ़ाया था और मैंने बताया था ग्रोथ जैसी चीज़, प्रॉफिट जैसी चीज़ हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग दिखाते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम इसे किस तरीके से दिखाना चाहते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम जिस भी तरीके से दिखाना चाहें दिखा सकते हैं। हम यहाँ से एक मार्कर वाला लाइन ले लेंगे और अब ये इस तरीके से दिखेगी। हम ओके कर देते हैं, तो देखें अब आपके दोनों चार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपका ऑरेंज वाले चार्ट के लिए ये साइड वाला एक्सेस बन गया है विच इज़ योर ग्रोथ वाला चार्ट, एंड अगर आपके रिवेन्यू की बात की जाए तो इस तरीके का चार्ट बन गया है। अब इसके अंदर कितनी भी चेंजेस करने हैं वो बिल्कुल ही वैसे हैं जैसे कि आप लाइन चार्ट में पढ़ कर आए हैं, कुछ भी अलग नहीं है। वही राइट क्लिक करना है, वही फॉर्मेट डेटा सीरीज़ पे जाना है, वही यहाँ पे फिल में जाएंगी, लाइन है, मार्कर्स हैं, कुछ भी चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल सेम तरीके से सारी चीज़ें होंगी, बट बात यह है कि अब आपको एक ही जगह पे दो एक्सेस बनाने आ गए ताकि आपके लिए जो ग्रोथ वाला है वो भी, उसके लिए भी जस्टिस हो सके, उसको भी यहाँ पर दिखाया जा सके, साथ ही साथ में आपका रेवेन्यू वाला है उसको भी यहाँ पे दिखाया जा सके। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से आपका प्रॉफिट जो है वो फ्लो कर रहा है। अगर मैं बात करूँ इन टर्म्स ऑफ अप्रैल में जो सील है वो सबसे कम है, लेकिन प्रॉफिट के मामले में काफ़ी अच्छा कर रहा है। मार्च भी प्रॉफिट के मामले में काफ़ी अच्छा चल रहा है, कि प्रॉफिट के मामले में आप देख सकते हो आप मार्च एंड अप्रैल, आई जस्ट सेड इट विदाउट इवन नोटिसिंग अबाउट द डेटा। मैंने वहाँ पे देखा भी नहीं था, मैंने बस यहाँ पे चार्ट को देखकर ये स्टोरी बताई थी। अगर मैं चार्ट को देखकर ये स्टोरी बता पा रही हूँ दैट मीन्स मैंने चार्ट बहुत अच्छा बनाया है, क्योंकि अगर आपका चार्ट उतना अच्छा नहीं बना है, अगर आपका चार्ट आपकी स्टोरी नहीं बता रहा है, दैट मीन्स आपके चार्ट में दिक्कत है। आपको उस चार्ट को और बेहतर बनाना होगा सो दैट आपकी जो स्टोरी है वो चार्ट को देखते के साथ ही समझ आ जाए। ठीक है, ओके। तो फिर यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट किया अपना कॉम्बो चार्ट कि किस तरीके से एक ही चार्ट में दो चीज़ दिखा सकते हैं, वो भी दो एक्सेस के साथ। कहीं पे भी कोई डाउट लगता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलें हम आगे बढ़ते हैं। तो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं थर्मामीटर चार्ट। और ये चार्ट कोई ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे कोई ऑप्शन पे क्लिक करूँगी और आपका चार्ट बन जाएगा, ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है। खुद से ही डेटा बनाना पड़ेगा। चलो डेटा बनाना भी देख लो, आप एक काम करो, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, हम डेटा बनाएंगे। ऑब्वियसली हम यहाँ पे दो तरीके का डेटा बनाते हैं। एक हम बनाते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं ए, यहाँ से नहीं लिखते हैं, यहाँ से लिख लेते हैं ए बी सी डी ई, काफ़ी है। एंड यहाँ पे हम लिखते हैं स्टैंडर्ड, यहाँ पे हम लिखेंगे पर्टिकुलर। स्टैंडर्ड हमारा था किसी भी चीज़ का 1000, फिर था 2000, फिर था 1500, फिर था 1700, फिर था 2500। लेकिन हमारा एक्चुअल कितना हुआ? एक्चुअल हुआ हमारा 800, यहाँ हुआ 1200, यहाँ हुआ 700, यहाँ हुआ 2700 और यहाँ हुआ 2400। ठीक है, ये हमने एक डेटा बना लिया और हमने इसको लिया एंड हमें इसे एडजस्ट कर लिया। ठीक है, हमने ऑल्ट एच बी ए किया, ऑल्ट एच बी टी किया, तो डेटा तो हमने बना लिया। अब हम इसको लेते हैं और थर्मामीटर बनाना शुरू कर देते हैं। अब थर्मामीटर बनाने से पहले थर्मामीटर है क्या, थोड़ा सा उसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है,
मान लीजिए एक एग्जाम्पल देती हूँ, आपके पास यहाँ पर एक बीकर बनाती हूँ, बीकर मतलब ग्लास, ये ग्लास है, ठीक है, ग्लास है, ये ग्लास है स्टैंडर्ड ग्लास। स्टैंडर्ड क्या मतलब, मैं कहती हूँ ये ग्लास है जिसके अंदर 1 लीटर पानी आ सकता है, 1 लीटर। तो मैक्सिमम इसका साइज़ क्या है, मैक्सिमम हम कितना जा सकते हैं, 1 लीटर तक। और मैं कहती हूँ इसके अंदर मैंने इतना पानी भर दिया, दैट मीन्स जो बचा हुआ पोर्शन वो है खाली, और यहाँ पर मैंने आधा भरा है, तो इसको देखकर आप क्या कह सकते हो कि 500 ml इसके अंदर पानी है और 500 ml खाली। तो बेसिकली जो खाली बीकर है दैट इज़ योर स्टैंडर्ड डेटा। आपने सोचा मैं 1000 का सेल करूँगा, दैट मीन्स मैं इतना सेल करूँगा, लेकिन उसमें से सेल ही इतना हुआ, सेल ही इतना पोर्शन हुआ, दैट मीन्स आपने कितने की सेल की है, सिर्फ 500 की है। सो दैट इज़ योर थर्मामीटर। थर्मामीटर क्या करता है, एक खाली बीकर लेता है, बीकर को तो हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड, मतलब कोई चीज़ जो मैक्सिमम इतना हो सकती है, कोई स्टैंडर्ड चीज़, और जो एक्चुअल चीज़ होती है वो हम फिल करते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल लो, मेरे को बताओ ये चॉकलेट बार है, ये आपको पड़ता है, आप बिजनेसमैन हो और आप इस चॉकलेट बार को खरीदते हो 60 रुपीज़ में, और फिर आपके पास कस्टमर आता है, आप उसको सेल कर देते हो 100 रुपीज़ में। तो 100 रुपीज़ इज़ द सेल प्राइस, 60 रुपीज़ योर परचेज कॉस्ट, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 40 रुपीज़ हुआ। तो बेसिकली अगर मैं बीकर बनाऊँ तो है स्टैंडर्ड क्या होगा, मतलब मैक्सिमम आप कितना कमाया आपने, 100 रुपीज़। तो 100 इज़ योर बीकर, 100 इज़ योर स्टैंडर्ड, जिसमें से परचेज कॉस्ट कितनी चली गई, टोटल आपने कितना कमाया था 100, जिसमें से परचेज कॉस्ट आपकी चली गई 60 रुपीज़ की, 60 रुपीज़ की आपकी परचेज कॉस्ट चली गई। तो बचा हुआ पोर्शन आपके लिए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, दैट 40% इज़ योर प्रॉफिट। तो पहली बात तो ये समझ आई कि बीकर है, उसके अंदर कोई चीज़ जब एक्चुअल में हो गई उसे फिल कर दिए, बचा हुआ वाला वो आपका पोर्शन आ गया है, जो कि आप का रिजल्टेड पोर्शन है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप देख रहे हो बीकर जो है, अभी हम लोग जो शेप ले रहे थे, कोई भी तरीके का चार्ट कर रहे थे, तो 2 तरीके की सेटिंग आती थी, एक आता था फिल और एक होता था बॉर्डर, राइट। फिल में तो अगर मेरे को फिल करना है तो ब्लू कलर जो मैं अंदर भर रही हूँ दैट इज़ फिल, और अगर मैं बॉर्डर की बात करूँ तो जो बाहर से मैं ये चीज़ें कर रही हूँ दैट इज़ बॉर्डर। तो फिल और बॉर्डर। अब एक बात बताओ, बीकर को बनाया आपने, ये बनाया तो आपने, मैंने यहाँ पर एक बीकर बना दिया, तो अभी मैंने किसका इस्तेमाल किया, फिल का इस्तेमाल किया या बॉर्डर का इस्तेमाल किया, ऑब्वियसली बॉर्डर का इस्तेमाल किया, अंदर थोड़ी ना कलर भरा है। अच्छा, दूसरे के लिए अभी ये मैंने सेल का एक बिकर बनाया था और इसमें मुझे परचेज़ हाईलाइट करनी है, तो परचेज़ को मैंने लिया और मैंने इतना ही हाईलाइट किया था ना इस तरीके से, तो अब मैंने फिल को इस्तेमाल किया है या फिर बॉर्डर को इस्तेमाल किया है, फिल को इस्तेमाल किया है। तो इसी तरीके से हम अपने चार्ट में देखेंगे, चार्ट को भी अब ध्यान से देखते हैं, अब थोड़ा बेहतर समझ आ जाएगा। यहाँ मेरे पास कोई भी चीज़ है उसका स्टैंडर्ड और एक्चुअल है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल है, मैंने इसे सेलेक्ट किया, होम पे गई एंड यहाँ से, सॉरी होम पे नहीं जाना, इंसर्ट पे जाना है, यहाँ से कॉलम चार्ट ले लिया। कॉलम चार्ट आने के बाद ये रहा। अब एक बात बताओ, स्टैंडर्ड हमेशा बीकर बनता है या एक्चुअल बीकर बनता है? कोई 1 लीटर का ग्लास है उसमें 500 ml चीज़ डालोगे या 500 ml के अंदर 1 लीटर वाली चीज़ डालोगे? स्टैंडर्ड के अंदर एक्चुअल डलेगा, तो इसके अंदर स्टैंडर्ड कौन सा है, ब्लू वाला है, और एक्चुअल क्या है, रेड वाला है। ओके, आप सबसे पहले तो ये एक दूसरे पे ले आओ। अब देखो यहाँ पर मैंने बात की कि मैं कहती हूँ ये जो खाली बिकर है वो सेल है, जो अंदर है परचेज है, लेकिन है तो ये एक दूसरे के साथ में ही, ऐसा थोड़ा ना सेल साइड में दिख रहा है और सेल परचेज साइड में दिख रहा है, दोनों एक ही जगह पे दिख रहे हैं ना। तो सबसे पहले इन्हें भी दोनों एक ही जगह पे करना पड़ेगा। एक ही जगह पे करने के लिए आप कहीं पे भी क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट डेटा सीरीज पे जाइए एंड ओवरलैप को फुल कर दीजिए, तो ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। एक दूसरे के ऊपर आ गए, आप इस पर क्लिक करके एक बार के लिए कलर चेंज कर लीजिए। मैं ऑरेंज कलर कर देती हूँ, ब्राइट ऑरेंज, दैट्स लुक बेटर। वो आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर का एक्चुअल है और स्टैंडर्ड आपका ब्लू कलर का है। अब एक बात बताओ, किसको यहाँ पर सिर्फ बॉर्डर की ज़रूरत है,
सेल प्राइस को, स्टैंडर्ड को, है ना? स्टैंडर्ड जो होगा उसको सिर्फ और सिर्फ हमें बॉर्डर का लाइन देना है, कोई कलर थोड़ी ना देना है। तो ऐसे केस में यहाँ पर स्टैंडर्ड क्या है, ब्लू है। अगर आप सेलेक्ट करते हो तो देखो सब ब्लू के ऊपर ही मार्क लगे हुए हैं। ये ब्लू देखो इसके अंदर है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे ऑरेंज बाहर है तो देखो यहाँ पर आ रहे हैं बबल्स, इसका मतलब ब्लू सेलेक्टेड है। ब्लू सेलेक्टेड है, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ से फिल के अंदर तो आप यहाँ से नो फिल कर दीजिए। फिल तो कुछ भी नहीं करना। आउटलाइन के अंदर वे के अंदर जाकर कि आप आउटलाइन कितना थिक करना चाहते हो या किसी और तरीके की चाहते हो या डैश डैश वाली चाहते हो, आपने ये वाली आउटलाइन ले लेनी है और यहाँ से आपने उसको ब्लैक कलर का ले लेना है। तो इस तरीके से आपने एक आउटलाइन बना दी है जिसके अंदर आपका, अब देखो कितना सही दिख रहा है कि एक ये पूरा जो पोर्शन है वो आपका स्टैंडर्ड है जिसमें से एक्चुअल इतना ही हुआ है। यहाँ देख के मुझे पता लग रहा है कि स्टैंडर्ड से भी बाहर का काम किया है। यहाँ पर देख के पता लग रहा है स्टैंडर्ड के पास में ही था, मतलब एक्चुअल होने ही वाला था कंप्लीट, लेकिन बच गया है। और यहाँ देख के पता लगता है कितना कितना बचा हुआ है। तो इस तरीके से आपको जो दिख रहा है दैट इज़ योर थर्मामीटर चार्ट। लेकिन अभी भी इसमें क्या फ़ायदा है, अगर मान लीजिए मैं दिखाना चाहती हूँ कितने का कितना कितना पोर्शन बचा हुआ है। अगर देखो एक तो मुझे ये पता लग रहा है सेल प्राइस इतना है। अगर सेल प्राइस अगर मैं जानना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ से डेटा लेबल ऑन कर लेती हूँ तो सेल प्राइस आ जाएगा मेरा, यहाँ से मेरा स्टैंडर्ड भी आ गया। लेकिन ये नहीं, मैं जो जानना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ ये जो पोर्शन बच गया वो कितना बच गया। दैट मीन्स अगर मैं 1000 का मेरा स्टैंडर्ड था, 800 यहाँ फिल हो गया तो बचा हुआ पोर्शन 200 हो गया। तो ऐसे केस में मैं डेटा लेबल खुद से ऐड कर सकती हूँ क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। आप यहीं पे इसका कैलकुलेशन कर लो, 1000 माइनस 800 एंटर, एंड यहाँ पर आप इसको ड्रैग कर लो। कहीं पे भी ये कैलकुलेशन हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ ये कैलकुलेशन यहीं इसी के बराबर होनी चाहिए। ये कहीं पे भी किसी भी सेल में किसी भी शीट में लिखा हो, आप ये काम कर सकते हैं। काम क्या है, आपको बस यहाँ पे इन्हें दिखाना है ताकि चार्ट आपका डायनेमिक दिखे। एक आपको सेल प्राइस दिखाएगा, मतलब सॉरी, एक आपको स्टैंडर्ड भी दिखा रहा है, एक्चुअल भी दिखा रहा है, और साथ में मैं आप कह देती हूँ कि इसके अंदर जितनी कमी है वो वाली एज अ डेटा लेबल भी दिखा सकता है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, चार्ट टाइटल में जाएंगे, डेटा लेबल्स में जाएंगे, लेकिन अभी से ऑन नहीं करेंगे। डेटा लेबल में आगे जाकर मोर ऑप्शंस में जाएंगे। मोर ऑप्शंस में जाने के बाद वैल्यू का अभी नहीं हटाना, बाद में हटाएंगे। अभी पहले हटाने से कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। आप वैल्यू फ्रॉम सेल में जाएंगे एंड यहाँ पे ये रेंज मांग रहा है, रेंज ये वाली दे दो एंड ओके कर दो। तो ये भी आ गया। अब यहाँ से वैल्यू हटा दो एंड अब यहाँ से ये भी हटा दो एंड साथ ही साथ में 1 सेकेंड दीजिए मुझे, क्योंकि बाकी के दूसरे डेटा लेबल भी ऑन है। आप उसे सारे ऑन हो गए। मुझे ये वाले डेटा लेबल नहीं चाहिए और अब मुझे, क्योंकि वो दूसरे वाले ऑन हो गए, अब ये वाले डेटा लेबल के लिए भी ये नहीं चाहिए। ऑप्शंस में जाएंगे, ऑप्शंस में जाने के बाद वैल्यू फ्रॉम सेल में लेने के बाद हमने इसे सेलेक्ट करने के बाद हमने ओके कर दिया एंड यहाँ से हमने वैल्यूज़ को ऑफ कर दिया। तो इधर देख सकते हैं अब आपके यहाँ पे वैल्यूज़ आ चुकी हैं। मुझे पता है कि मेरा इतना सेल प्राइस था, सॉरी इतना स्टैंडर्ड था, इतना एक्चुअल था। तो डेफिशिएट कितना रहा, 200 का रहा। डेफिशिएट कितना रहा, 800 का रहा। डेफिशिएट कितना रहा, 800 का रहा। डेफिशिएट कितना है, -1000 एंड ये 100 का डेफिशिएट रहा। अगर मैं यहाँ पे इसे बढ़ाकर 2900 कर देती हूँ तो यहाँ पे भी डेफिशिएट रह जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं इसे बढ़ाकर 2100 कर देती हूँ तो देखो यहाँ पे ये पार करके चला गया है। तो आपका एक वर्किंग वाला आपने एक चार्ट बना लिया, दैट इज़ योर थर्मामीटर चार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी चार्ट बना सकते हैं, बहुत आसान है। लेकिन यहाँ पे भी अभी आपने एक तरीके का थर्मामीटर चार्ट सीखा है। ये आपका था जिसके अंदर आपने होलो एक बीकर बनाया, जिसके अंदर आपने फिल करके दिखाया। लेकिन यहीं पे एक काम और मैं सिखाती हूँ आपको कि मान लीजिए आप चाहते हो कि कोई सॉलिड बार आ जाए, मतलब ये आपका जो है, ये आपका क्या है, ये आपका स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड को भी फिल कर दिया मैंने, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड फिल है ये, ठीक है। और इसके अंदर जितना भी आपका है वो फिल है, ये फिल है। तो अब मुझे आपको ऐसे दिखाना है, इस तरीके से। तो ये चीज़ तो हमने पहले भी दिखा दी थी, ये चीज़ तो हमने पहले भी दिखा दी थी ना, जब हमने इसको खाली मत करो, सिर्फ बॉर्डर का मत दिखाओ, तो ये चीज़ तो हो जाएगी। लेकिन अब मुझे इस तरीके से नहीं चाहिए, मुझे इस तरीके से चाहिए। ये आपका डेटा है और जितना फिल करना है वो इसके अंदर दिखे, ऐसे दिखे। अगर मान लो कोई चीज़ बाहर भी जा रही तो ऐसे निकले। तो ऐसा अगर चार्ट बनाना चाहते हैं, ये सिर्फ क्रिएटिविटी है, चार्ट
दिखाएगा तो सेम डेटा ही, लेकिन ये बस क्रिएटिविटी। तो ऐसे चार्ट को भी बना सकते हैं आप। इस डेटा को सेलेक्ट कीजिए, इंसर्ट पे जाइए एंड यहाँ से कॉलम चार्ट ले लीजिए। कॉलम चार्ट को आप यहाँ पे 1 सेकेंड मुझे दीजिए एंड यहाँ पर रख लीजिए। अब हम इस चार्ट में काम करने वाले हैं। ये चार्ट के अंदर स्पेस यहाँ पे नहीं है तो हम इसे साइड में रख लेते हैं थोड़ा सा। हम यहाँ पे काम कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इस चार्ट के अंदर क्या है कि मुझे जो चीज़ बीकर बनाई थी, मैंने किसको बीकर बनाया था, स्टैंडर्ड को बीकर बनाया था। तो स्टैंडर्ड जो है वो तो थोड़ा सा ब्रॉडर चाहिए और दूसरे वाला थोड़ा कम ब्रॉडर चाहिए ताकि वो उसके अंदर दिखे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी कि इनको लेकर, चाहे तो मैं पहले ब्रॉडर कर लेती हूँ। तो फॉर्मेट डेटा सीरीज़ पे जाकर गैप विड्थ, लेकिन सबकी इंक्रीज़ हो जाएगी, सबकी इंक्रीज़ हो रही है, दैट्स सो रॉन्ग। तो सबसे पहले ओवरलैप कर लो। ओवरलैप करने के बाद आपको ब्लू का बढ़ाना है। तो अभी जो सिलेक्शन है वो ब्लू की है, तो आप यहाँ से गैप विड्थ बढ़ा सकते हो, दैट्स करेक्ट। और उसके बाद आप सिर्फ रेड को सेलेक्ट कर लीजिए, उसका गैप विड्थ डिक्रीज कर दीजिए। लेकिन अभी ये सब एक साथ हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये एक ही एक्सेस पे है, एक एक्सेस दिख रहा है ना। काम करती हूँ, मैं रेड को सेलेक्ट करती हूँ, राइट क्लिक करती हूँ, चेंज चार्ट टाइप पे जाती हूँ एंड रेड को एक सेकेंडरी एक्सेस बना देती हूँ एंड ओके कर देती हूँ। अब ये सेकेंडरी एक्सेस बन गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप रेड को सेलेक्ट कीजिए, अब उसका गैप विड्थ बढ़ाते हुए जाए, तो ये देखो ये अंदर की तरफ दिखने लग गया है। ठीक है, अब मान लीजिए आपको बाहर वाले का कलर थोड़ा सा डार्कर कलर ले लेते हैं, थोड़ा सुंदर बना लेते हैं अपने चार्ट को एंड इसको आप ग्रे कलर ले लीजिए। ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन मुझे लगता है ये वाला ब्लैक एंड ग्रे का। तो देखिए इस तरीके से भी दिख जाएगा। हाँ, अब आप डिफरेंस वाली चीज़ भी, कितना ये बाहर निकला है, ये वाली चीज़ के लिए भी आप सेम तरीके से डेटा लेबल लगा सकते हैं। आप यहाँ डेटा लेबल में जाएंगे, डेटा लेबल ऑप्शन में जाएंगे, मोर ऑप्शंस में जाएंगे, यहाँ पर आप लेबल ऑप्शंस में आकर यहाँ वैल्यू फ्रॉम सेल कर और यहाँ पे आप सेल की वैल्यूज़ ले लेंगे। यहाँ पे रेंज लिया, ओके किया एंड यहाँ से वैल्यूज़ हटा दी एंड यहाँ पर आके एकदम परफेक्ट है। अच्छा, आपने ये जो दिखाया है ये ऑरेंज वाले के लिए, ग्रे वाले के लिए दिखाया, तो ब्लू वाले के लिए आप अपने डेटा लेबल्स को ऑफ कर सकती हैं। ठीक है, ब्लू वाले के लिए ऑफ कर दिए हैं, ऑरेंज वाले हमें ग्रे वाले के लिए हमें कुछ करना चाहिए था, तो ग्रे वाले के लिए भी हम एक बार के लिए डेटा लेबल ऑफ करेंगे। अब हम ग्रे वाले को सेलेक्ट करेंगे, दोबारा से कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। मोर ऑप्शंस में जाएंगे, मोर ऑप्शंस में जाकर हम लास्ट ऑप्शन में जाकर यहाँ पे वैल्यू फ्रॉम सेल लेंगे और अपना डेटा रेंज देंगे विच इज़ दिस एंड ओके कर देंगे एंड यहाँ से हम अब वैल्यूज़ को हटा देंगे। तो देखें बड़ी सही तरीके से अब आपको आपके डेटा लेबल्स भी दिख रहे हैं। आप यहाँ से ग्रिड लाइन ऑफ कर लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे चार्ट टाइटल भी हटा दीजिए। तो इस तरीके से आपका एक और थर्मामीटर चार्ट तैयार है। इट्स टोटली अप टू यू, आप किस तरीके का चार्ट दिखाना चाहते हैं। आप इसे बीकर के फॉर्म में दिखाना चाहते हैं या फिर आप यहाँ पे सॉलिड बार के फॉर्म में दिखाना चाहते हैं और इस तरीके से उसे बाहर निकालना चाहते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, लेकिन आप अगर चाहें तो इस तरीके से चार्ट बना सकते हैं। चलें अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी अनदर चार्ट की तरफ। सभी के सामने पेश किया जा रहा है विच इज़ नेगेटिव चार्ट। नेगेटिव चार्ट क्या होता है? देखिए सारे चार्ट लगभग ना आपके कॉलम चार्ट से निकल के आते हैं, तो आप कॉलम चार्ट बना लें और प्लीज़ इसका साइज़ एडजस्ट मुझे करने दीजिए। देखिए, तो अब आपके मन में आएगी कि यार जो नेगेटिव वैल्यू है ना उसे हमने 100 दिखाना है, सॉरी हमें रेड दिखाना है। तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे इसको सेलेक्ट करेंगे, रेड कलर देंगे और यहाँ पर फिल में जाएंगे और रेड कर देंगे। इसको भी ऐसे ही कर देंगे और फिर एक दिन मान लो कहीं पे बाद में डेटा चेंज और ये ऊपर वाला -1350 हो गया है, तो आपका डेटा तो चेंज हुआ ही नहीं। ओके फाइन, मैंने सेम को कर दिया है, इसको 700 कर देते हैं, इसको -1350 करते हैं। तो अब तो आपके साथ सारी कहानी ही बदल गई है, बिकॉज वो तो नेगेटिव था, उसे ब्लू हो जाना चाहिए था जब वो पॉजिटिव बना। तो ऐसे केस में हम ऑटोमेशन कैसे कर सकते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली आपका जो ये डेटा है वो ऑटोमेटिकली रेड हो जाए, ये ऐसा कुछ करने से रेड ना होए, तो वो देख लेते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे किसी भी बार पे क्लिक करना है, सभी बार सेलेक्ट हो जाएंगे, राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट डेटा सीरीज पे जाना है। उसके बाद यहाँ फिल ऑप्शन में आएंगे एंड यहाँ पे लिखना है इन्वर्ट इफ नेगेटिव, कि इन्वर्ट कर दो अगर वो नेगेटिव है तो, इन्वर्ट इफ नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पे जो कलर ले लीजिए, वहाँ पे आप कोई भी रेड कलर ले लीजिए, बाकी के बचे हुए रेड कलर हुए एंड ब्लू आ गए।
हमने उल्टा कर देना है, यहाँ पर हम ब्लू ले लेंगे एंड यहाँ पर हम रेड ले लेते हैं। तो अब देखो, अब आपने ये डेटा इस तरीके से कर दिया ना, मैं इसे पॉजिटिव कर देती हूँ, तो देखो ये ब्लू में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया। ये मैं माइनस का 800 लिख देती हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली रेड हो गया। अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो दैट इज़ योर नेगेटिव चार्ट, जिसके अंदर हम इस तरीके से वैल्यूज़ को ऑटोमेट कर देते हैं कि वो ऑटोमेटिकली अगर वो नेगेटिव फॉल करती है तो इस तरीके से मुझे रेड में दिखाए, इस तरीके से नहीं कि मुझे मैनुअली ये काम करना पड़े। उसके बाद आपके पास, अब आप देख पा रहे हो ये जो एक्सिस है ये बीच में आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज़ यहाँ नीचे की तरफ आ गई है। तो आप इसे सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके फॉर्मेट एक्सेस पे जा सकते हैं। फॉर्मेट एक्सेस के ऊपर आपको अलग तरीके की यहाँ पे सेटिंग्स मिलती हैं, ठीक है। आपको एक्सेस टाइप आप यहाँ देख सकते हो, वर्टिकल एक्सेस, तो ऐड कैटेगरी नंबर एट मैक्सिमम, ओके, ऑन टिक नंबर। यहाँ पे आप देख सकते हो कैटेगरीज इन रिवर्स, हमें ये नहीं चाहिए। लेबल्स पे, ये लेबल है, और यहाँ से लेबल पोजीशन को आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पे और इसे हाई कर दीजिए, तो ये ऊपर चले जाएंगे और आपका चार्ट नॉर्मली ऐसे दिखेगा। उसके बाद आप यहाँ से ग्रिड लाइंस को ऑफ कर सकते हैं, आपका नॉर्मली चार्ट इस तरीके से दिखेगा। सो दैट इज़ योर नेगेटिव चार्ट, जिसके अंदर आपने एक छोटी सी सेटिंग की। क्या किया था आपने? राइट क्लिक किया था, फॉर्मेट डेटा सीरीज पे गए थे, फिल के अंदर जाकर इस इन्वर्ट इफ नेगेटिव को ऑन करके यहाँ पे कलर दे दिया था कि अगर नेगेटिव हो तो ये कलर दे देना, अदरवाइज ये कलर दे देना, और बस इसी ने सारे कमाल कर दिया है। और अब आपने जब भी डेटा चेंज करना है, ये 600 बना दो इसे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इसे माइनस का 658 बना दो तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ऑटोमेटिकली हो रहा है, मैंने कुछ कलर खुद से नहीं दिया है। तो इस तरीके से आप अपना नेगेटिव चार्ट बनाते हैं। चार्ट वगैरह तो सब सीख लो, लेकिन प्रैक्टिस नहीं की ना तो कुछ भी याद नहीं रहने वाला है। तो प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, पता लगे प्रैक्टिस की नहीं, देख लिया है, और उसके बाद कह रहे हो कि मैम आ ही नहीं रहा है। आएगा कहाँ से जब प्रैक्टिस नहीं की तो, है ना। तो आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। चलिए एक और चार्ट सीखते हैं यहाँ पे, विच इज़ योर, मैंने लिखा हुआ था, एक सेकेंड मैं चेक कर लेती हूँ। नेक्स्ट मुझे आपको क्या कराना है, पिक्चर इन चार्ट, कि अगर मान लीजिए मुझे कुछ पिक्चर फिल करनी हो तो अब मैं कैसे करती हूँ। तो इंसर्ट में वही हमारा बेसिक कॉलम चार्ट ले लेते हैं। जो भी काम हम चेंजेस करने वाले हैं ना, सारे कॉलम चार्ट से हो जाते हैं। तो कॉलम चार्ट को बड़ा मेन रखें आप, ठीक है। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर कभी कभी देखते हो ना ऐसे आइकन्स लगे रहते हैं, तो वो करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। आप राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट डेटा सीरीज में जाएंगे, फिल में जाएंगे, फिल के अंदर जहाँ पे सॉलिड फिल आ रहा है, ग्रेडियंट फिल आ रहा है, वहीं पे एक पिक्चर का फॉर्मेट आता है, आप उस पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पर आप स्टॉक इमेजेस है, आइकन्स हैं, तो हमने एक आइकन ले लेना है। आइकन हम कैसे वाला लेंगे, पर्सन का ले लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ से एक ये पर्सन लिया एंड ओके कर दिया, तो हर जगह आपका ये पर्सन आ गया है। इसे हम एडजस्ट कर लेंगे, आपका जो चार्ट है थोड़ा सा ब्रॉडर और करें। यहाँ पे इसको कैसे, इसको साइज़ को कैसे वो कर सकते हैं हम, इसका गैप विड्थ इंक्रीज, देखो अब हमें ये पर्सन करेक्ट वे से दिखाई दे रहे हैं। कैसे हम लोग कोई भी पिक्चर को इंसर्ट करते हैं अपने चार्ट के अंदर। चलें अब हम नेक्स्ट चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अभी थोड़ी देर पहले प्रैक्टिस की बात कर रही थी, तो देखो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, आप मानेंगे नहीं। फ़िलहाल के लिए अगर मैं टाइमिंग बोलूँ तो इट्स 1:19, अगर आप देख पा रही हैं तो। मैं भी कहाँ, देखो यहाँ देखो, इट्स 1:20 रात के, इतने बज रहे हैं। बहुत सारी मेहनत से आप सभी के लिए ये सब कुछ बनाया जाता है, सो दैट आप सीख सकें, ठीक है, मैं आपसे कनेक्ट कर सकूं। एंड अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं वो भूल जाएंगे, बिकॉज उसको आपने खुद नहीं करके देखा, तो इसलिए खुद ज़रूर करके देखना, ठीक है। और साथ ही साथ में शो सम सपोर्ट, हाँ, क्योंकि अगर आप कुछ भी सपोर्ट करते हैं ना, तो पता है क्या होता है, उससे वो खुशी होती है, वो एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है कि हमें और अच्छा कंटेंट लेकर आना है आप सभी के लिए, और नई नई चीज़ें करनी है। इवन जब भी आप लोग कमेंट करते हो ना, तब भी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ कमेंट आया है, ये बोला है किसी ने ये बनाने के लिए, तो नेक्स्ट पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं वो चीज़ बना के दूँ अब, क्योंकि आपने बोला है। तो इसीलिए तो मेरा बस एक छोटी सी गुजारिश है कि आप प्रैक्टिस करें। लाइक शेयर की गुजारिश मेरी सेकेंडरी है, प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलें अब नेक्स्ट एक और चार्ट करने वाले हैं, विच इज़ ट्री मैप। ट्री मैप एक ऐसा चार्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल हर किसी के वर्जन में अवेलेबल नहीं होगा,
तो अगर आपके वर्जन में नहीं है तो ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे में तो नहीं मिल रहा, मेरे में तो नहीं मिल रहा, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अपडेटेड वर्जन्स के अंदर ही ये वाला चार्ट है। दूसरी चीज़, पिवट टेबल इस चार्ट को बनाने पे रिस्ट्रिक्शन लगाता है। पिवट टेबल हमें अलाउ नहीं करता ट्री मैप बनाने के लिए थ्रू द पिवट चार्ट। तो वहाँ पे भी हम कैसे बनाएंगे, हम इसी के अंदर देखने वाले हैं। सबसे पहले मैंने नॉर्मल डेटा लिया, उसके अंदर हम ट्री मैप बनाएंगे। अब ट्री मैप बनाते कब है, जब भी आपके पास कोई डेटा ऐसा है जिसमें ये समझना मुश्किल हो कि किस तरीके से डेटा दे रखा है, मतलब किस तरीके से मैं जानूं कि किसने ज़्यादा पोर्शन में किया है, और जहाँ पे कैटेगरी एंड सब कैटेगरी वाला आंसर डेटा हो, जिसके अंदर कैटेगरी और सब कैटेगरी वाला डेटा हो, तो ऐसे केस में आपको डेफिनेटली आपका ट्री मैप यूज़ करना चाहिए। बिकॉज ऐसे में अगर आप ये यूज़ करते हो, कॉलम चार्ट यूज़ कर लेते हो, तो इस तरीके से दिखा रहा है, विच इज़ नॉट दैट मच इम्प्रेसिव, है ना। तो वहीं पे अब हम ट्री मैप बनाएंगे। आप इसे सेलेक्ट कीजिए, इंसर्ट टैब में जाइए। ऑल्दो आपके पास यहाँ ट्री मैप का ऑप्शन हो जाता है, लेकिन यहाँ से नहीं समझ आ रहा, आप इस पर क्लिक कीजिए, ऑल चार्ट्स में जाइए एंड यहाँ ढूंढ लीजिए ट्री मैप का है। यहाँ पे ये रहा, आप इसे क्लिक कर सकते हैं एंड ओके कर दीजिए। यहाँ पर चार्ट टाइटल को मैं ऑफ कर देती हूँ एंड लेजेंड्स को ऑफ कर देती हूँ। हाँ, लेजेंड्स भी ऑफ कर दिए, क्योंकि देखते ही पता लग रहा है। देखिए, जिसका इसमें ना एक फंडा रहता है कि जिसका पोर्शन ज़्यादा है वो सबसे आगे कलर नज़र आएगा। इसका मतलब ये देख के पहला चीज़ तो पता लग गया, इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी मोबाइल का ज़्यादा है, उसके बाद लैपटॉप का है, फिर फर्नीचर का है, फर्नीचर में टेबल का ज़्यादा है, फिर चेयर का है, फिर स्टेशनरी का है, स्टेशनरी का ज़्यादा है, नोटबुक का कम है। यहाँ से मुझे पता लग रहा है स्टेशनरी में पेन का टेबल से भी ज़्यादा है, इवन मोबाइल से भी ज़्यादा है। ये मात वहाँ खा गया जहाँ नोटबुक की बात आई। नोटबुक यहाँ पे सबसे कम है, लैपटॉप सबसे ज़्यादा बिक रहा है। तो मुझे ये देखते के साथ ही पता लग गया। अगर आपको इसमें डेटा लेबल्स भी ऐड करने थे तो आप इसमें डेटा लेबल्स भी ऐड कर सकते हो। अगर मुझे मोर ऑप्शन में जाकर हमें वैल्यू भी ऐड करनी है तो हम वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं। दैट इज़ द ग्रेट ऑप्शन वी हैव। ठीक है, अगर मान लीजिए मुझे ये कलर पैलेट नहीं पसंद आ रहा है, कुछ मोनोक्रोमेटिक कलर्स चाहिए, आप कलर में जाकर भी मोनोक्रोमेटिक कलर्स ले सकते हो। तो देखो, जो सबसे ज़्यादा डार्कर है वो सबसे ज़्यादा है और लाइटर शेड में होता रहेगा, विच इज़ वेरी गुड। ये काफ़ी अच्छे हैं। ये आपकी थीम के अकॉर्डिंग अगर आप चाहें तो इस तरीके के लगा सकते हैं। इसका अपोजिट भी आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। कितना प्यारा चार्ट लग रहा है ना, विजुअली बहुत ही प्यारा चार्ट लग रहा है। तो आप इसे भी बना के रख सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ योर ट्री मैप वर्क्स। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे इसे 10,000 कर देती हूँ, तो देखो ये अभी इस तरीके से चेंज हो गया। इसको मैं 1500 कर देती हूँ, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक्स अब सबसे लास्ट में चला गया, फर्नीचर यहाँ सबसे पहले आ गया। इट्स अ वर्किंग वाला चार्ट एंड इस तरीके से ये बिहेव करता है। लेकिन इतना अच्छा चार्ट है, इतनी ईजिली सारी चीज़ें बता रहा है, फिर पिवट हमें क्यों नहीं बनाने दे रहा। तो चलो ये बात पिवट से ही पूछ लेते हैं। ये रहा हमारा पिवट। एक काम करते हैं, स्टेट को हटा देते हैं, कैटेगरी लगाते हैं। मैंने कहा ना सब कैटेगरी और कैटेगरी होती है। तो इस तरीके से हमारा चार्ट आ चुका है। ठीक है, हमारा डेटा आ चुका है, हमने इसको लिया, पिवट टेबल एनालाइज में गए, पिवट चार्ट में गए, तो पिवट चार्ट हमें अलाउ ही नहीं करेगा आपका ट्री मैप बनाने के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में अब हमें सीखना पड़ेगा कि कैसे हम अपने नॉर्मल पिवट डेटा को नॉर्मल डेटा में कन्वर्ट करते हैं, सो दैट वो एक डायनेमिक डेटा रहे। अगर पिवट में चेंजेस आएँ तो मेरे उस डेटा में भी चेंजेस आएँ, और उस डेटा में चेंजेस आएँ तो मेरे चार्ट में भी चेंजेस आएँ। बिकॉज मैं जो चार्ट बना सकती हूँ, मैं बना तो सकती हूँ, लेकिन नॉर्मल डेटा से बना सकती हूँ। तो अगर मैं अपने पिवट से कुछ इस तरीके से फॉर्मूला जनरेट कर लूँ कि मेरा एक नॉर्मल डेटा बन जाए और उस नॉर्मल डेटा से मैं अपना चार्ट बना लूँ, तो ऐसे केस में जो चेंजेस पिवट में होंगे वो आपको नॉर्मल में भी दिखेंगे, और नॉर्मल में होंगे तो वो चार्ट में भी दिखेंगे। चलें अब ये पूरा प्रोसीजर यहाँ पे शुरू करते हैं। Now let's convert the data into the normal data which is pivot data. Okay, तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, जस्ट बिकॉज मुझे सेम टेबल साइड में भी चाहिए, तो इसके जो एग्जिस्टिंग टेबल है उसके अंदर कुछ चेंजेस कर लेते हैं। हमने इसको सेलेक्ट किया, डिज़ाइन टैब में गए और यहाँ पे रिपीट लेआउट में इसे रिपीट ऑल आइटम कर दिया। लेकिन इससे पहले हम लोगों को पिवट टेबल ऑप्शंस में जाकर इसे मर्ज एंड सेल विद द लेबल्स को ओके करना होगा, एंड यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली आ गया। अब मैं उठाकर इनसे कॉपी कर सकती हूँ, कॉपी किया एंड यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट कर लिया। तो देखो, पेस्ट करने से अभी आप कहोगे कि मैम हम तो कॉपी पेस्ट करते हैं तो मल्टीपल पिवट बन जाती है। देखो, इस पर क्लिक करने से पिवट टेबल आ रही है, लेकिन इस पर क्लिक करने से पिवट टेबल नहीं आ रही। तो आप कह सकते हो पिवट टेबल वाला फील्ड लिस्ट ऑफ होगा। तो देखो, ऊपर टैब भी तो नहीं आ रहा, इसमें टैब तो आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका पिवट नहीं है। ठीक है, सम ऑफ प्रॉफिट का आप कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हो। यहाँ हम वैल्यूज़ लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे, अब इसका फिनोमिना समझो, बेसिक चीज़ समझना।
हम कहाँ बना रहे थे, अब ये गायब हो जाती है मेरे से। हाँ, ठीक है। बेसिक फिनोमेना क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई भी अ, बेसिक फिनोमेना हम कर सकते हैं, कोई भी चीज़ हम चाहते हैं जिस सेल में हो रही है, अगर सेम चीज़ मुझे किसी दूसरे सेल में करानी है, तो हम इक्वल्स टू से कराते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया, मैं सेम चाहती हूँ जो उस सेल में लिखा है वो यहाँ पे आए, तो इक्वल्स टू करके मैं बस उस सेल का रेफ़रेंस दे दूँगी, एंटर कर दूँगी, तो अब मैं इस सेल के अंदर कुछ भी लिखूँ, तो वो यहाँ पे आता जाएगा। मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख दूँ, तो यहाँ पे आता जाएगा। एग्जैक्टली सेम चीज़ ही यहाँ पे आती जाएगी, क्योंकि मैंने इसमें इक्वल्स टू करके उस सेल का रेफरेंस दे दिया। तो अगर मुझे सेम काम यहाँ पे चाहिए कि भाई जो इसमें चेंजेस आए वो यहाँ पे भी आए, तो मुझे इक्वल्स टू करके इस सेल को नहीं दे देना चाहिए और एंटर कर देना चाहिए, तो आंसर आ जाएगा। यही तो करना था बस। अब यहाँ पे कुछ भी चेंजेस होगा तो वो यहाँ पे भी हो जाएगा। अब इसे ड्रैग कर लेते हैं, तो आंसर तो सारे सेम आ गए। ये तो बड़ी गलत बात हुई, फॉर्मूला ही गलत लग गया। तो देखें दिक्कत क्या है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डेकोर इज़ योर कैटेगरी, कार एक्सेसरीज प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जब आप इसका फॉर्मूला देखोगे तो कैटेगरी तो है, हाँ कैटेगरी में, फिर डेकोर है, तो क्या ये डेकोर है, इलेक्ट्रॉनिक है ये तो। अच्छा, प्रोडक्ट नेम तो सही है, प्रोडक्ट नेम आपकी टैगलाइन है, मतलब सॉरी हेडिंग है। वहीं पे कार एक्सेसरी, ये तो ईयरबड लैपटॉप स्पीकर हैं। तो जो चीज़ चेंज हो रही है, अगर मैं टेक्स्ट लिख दूँगी तो मैं उसे ड्रैग करूँगी तो सेम रहने वाला है। अगर कहीं पे भी सेल रेफरेंसिंग में दिक्कत आती है तो प्लीज़ गो टू द पार्ट 1, जहाँ पे मैंने सेल रेफरेंसिंग को इतना डिटेल में समझाया है, जहाँ पे आपके फ़ॉर्मूलाज़ की जो पकड़ है ना वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि मतलब ये वाले फ़ॉर्मूलाज़ तो आप ऐसे कहोगे कि मैम आप मत बताओ, हम बताएँगे। हम बता रहे हैं ना कि वो क्यों हुआ है, आप डिटेल में इतना एक्सप्लेन ही मत करो। तो पार्ट 1 ज़रूर देखना, अगर आपके फ़ॉर्मूला में बिल्कुल भी ऐसा है कि मैं फ़ॉर्मूला खुद से नहीं बना सकता। इफ़ यू वॉच द पार्ट 1 तो आप फ़ॉर्मूलाज़ खुद बनाओगे, मैं नहीं बनाने वाली फिर, ठीक है? यहाँ पे डेकोर में जाओगे, ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे सेल दे दूँ मैं, तो मैं ड्रैग करूँगी तो वो चेंज होता रहेगा। तो यहाँ से एक तो मैं सेल दे देती हूँ डेकोर वाला। दूसरी चीज़ कार एक्सेसरी है तो फिर वो कार एक्सेसरी ही रहेगी, फिर होम डेकोर और कुछ और थोड़ी ना बनेगी। तो यहाँ पर मैं इस प्रोडक्ट नेम का सेल दे देती हूँ और एंटर कर देती हूँ। अब दोनों जगह मैंने सेल दे दिया है, अब ड्रैग कर लो, तो आपके पास सारी वैल्यूज़ एज़ इट इज़ आ गई हैं, ठीक है? यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, सारी वैल्यूज़ एज़ इट इज़ आ गई हैं। अब ये तो नॉर्मल डेटा था, यही तो पिवट वाला था, इसने अलाउ नहीं किया, ये तो अलाउ करेगा ही। इसे सेलेक्ट कर लो, इंसर्ट में जाओ, यहाँ से ट्री मैप ले लो अपना आराम से। ये देखो जी बन गया। ट्री मैप में कौन से झंडे गाड़ने थे कि बिल्कुल ही नहीं बन के देना था, हमने तो बना दिया। ये देखो, ये देखो हमारा ट्री मैप विच इज़ माय फेवरेट मैप। और इसके बाद हम चाहें तो कोई डायरेक्टली यहाँ से कलर चेंज कर सकती हैं, यहाँ से डायरेक्टली अगर कुछ करना चाहें। नहीं नहीं भैया, मुझे चाहिए यही। और या फिर यहाँ से कलर चेंज कर सकती हैं, मोनोक्रोमैटिक कलर्स ले सकते हैं आप। एंड यहाँ से ग्रीन कलर हो गया, इस तरीके का कलर हो गया, जो भी आप कलर लेना चाहें आप ले सकते हैं। जितना डार्कर है उतना ही ज़्यादा है। अगर डेटा लेबल ऐड करना चाहेंगे तो डेटा लेबल भी ऐड कर लेंगे। डेटा लेबल ऐड है, यहाँ से मोर ऑप्शन में जाएंगे एंड यहाँ से वैल्यूज़ को और ऐड कर लेंगे, ठीक है? डेटा लेबल पे क्लिक कर लो, होम पे चले जाओ, बोल्ड कर दो, थोड़े और बेहतर दिखने लग जाएंगे। चलें जी, इस तरीके से आपका ट्री मैप बनता है, इस तरीके से आप अपने डेटा को कन्वर्ट करते हैं। तो आगे से जब भी ऐसा हो ना कि पिवट टेबल रिस्ट्रिक्शन लगाता है, कोई चार्ट नहीं बनाने देता, तो इस तरीके से आप उसका काम कीजिएगा, वो ऑटोमेटिकली आपको चार्ट आराम से बनाने देगा। ठीक है, चलें अब हम आगे 2 चार्ट और करेंगे विच इज़ मैप एंड रडार, एंड फिर इस चार्ट वाले पूरे सेशन को यहाँ ख़त्म करके अपने डैशबोर्ड की तरफ बढ़ेंगे। सनबर्स्ट चार्ट और है, उसे और देख लेते हैं। सनबर्स्ट भी बिल्कुल वैसा ही है, बस उसको ये कह सकते हैं कि वो सर्कुलर वे में वो चीज़ दिखाता है। तो आप इंसर्ट में चले जाइए एंड यहाँ से आप एक्सटेंशन में जाकर यहाँ ऑल चार्ट में जाकर सनबर्स्ट को चूज़ कर लीजिए एंड ओके कर दीजिए। सनबर्स्ट भी आपका पिवट में नहीं बनता, लेकिन अब आप कैसे बना सकते हो, यू नो दिस थिंग। ठीक है, यहाँ पे भी इसने बिल्कुल ट्री मैप जैसे वाले काम है इसका भी। आपने यहाँ एशिया एंड यूरोप 2 ही चीज़ थी, तो उसको बांट दिया है ब्लू एंड वाइट में। यूरोप के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ आई, जर्मनी आया, फ्रांस आया, तो ये जर्मनी, फ्रांस एंड यूके आ गया। एंड एशिया के अंदर जापान, चाइना एंड इंडिया आया। और एशिया का पूरा पोर्शन ज़्यादा दिख रहा है मुझे, एंड इसके अंदर जापान का पोर्शन मुझे ज़्यादा दिख रहा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसमें भी आप अपने डेटा लेबल्स को ऑन कर सकते हैं, सच एज़ आपको अगर वैल्यूज़ भी दिखानी है तो आप वैल्यूज़ भी ऐड कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ट्री मैप का ही एक दूसरा वर्जन है, जो कि सर्कुलर वर्जन है, दैट इज़ योर सनबर्स्ट। उसके बाद आपके पास जो चार्ट आता है विच इज़ आपका मैप चार्ट। मैप चार्ट के लिए मैं आपको पहले बता देती हूँ, मैप चार्ट भी आपके पिवट में अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन उसको भी कैसे बना सकते हैं, नाउ यू नो दिस थिंग। ठीक है, आप बस इसे सेलेक्ट कीजिए, इंसर्ट में जाइए एंड यहाँ से मैप को सेलेक्ट कर लीजिए। तो एक तो ये वाला मैप आ जाता है,
ठीक है, एक तो इस तरीके का है मैप। लेकिन अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज ये वर्ड मैप में है, आप यहाँ से जाइए एंड इसको सेलेक्ट कीजिए, ऑल चार्ट्स में जाइए, यहाँ से आप मैप को ढूंढिए एंड यहाँ पे ऑब्वियसली ये वर्ड मैप में है तो इसीलिए यहाँ पे आया। इंडिया का कुछ होता, कुछ स्टेट वाइज दिखाना होता तो आप दिखा सकते थे। ठीक है, आपने यहाँ से डेटा लेबल्स ऑन कर लेने हैं एंड यहाँ पे इस तरीके से अभी दिखेगा। ठीक है, मुझे अगर किसी और तरीके से इसे दिखाना है तो मैं ब्रश पे क्लिक करके मैं इस तरीके से भी कुछ चीज़ें दिखा सकती हूँ, है ना। और यहाँ पे क्लिक करके अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो किस तरीके का दिखाना है, कंट्री वाइज दिखाना है या फिर मैप के लिए बेस्ट इफ ओनली, ये इस तरीके से आप दिखा सकते हो इसमें। लेकिन बेटर हमें तब नज़र आता है जब हमारे पास कोई स्टेट वाइज हो। मैं एक बार के लिए इसे कॉपी करती हूँ एंड नीचे एक और पिवट बनाती हूँ। हमने एक और पिवट बना ली है। ये हमारी पिवट क्यों नहीं है, ये तो हमारी पिवट थी, तो ये तो मैंने पूरी कॉपी की है, ऐसा कैसा हो गया। कॉपी करने के बाद हम पेस्ट करके लाए हैं, पिवट नहीं बन रही है, बताओ, कमाल हो गए हैं। कोई बात नहीं, हम इसे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंट्रोल को होल्ड करेंगे, कर्सर चेंज हो जाएगा मेरा एंड जस्ट ड्रैग इट डाउन। तो अब ये मेरा पिवट बनेगा। ये मेरा पिवट नहीं बन रहा है, दिक्कत, कोई बात नहीं। यहाँ पे दिक्कत आ रही है तो मैंने इस पर सेलेक्ट किया एंड मैंने स्टेट चूज़ कर लिया। मैंने इन दोनों को हटा दिया है, ठीक है, और मैंने स्टेट को चूज़ कर लिया है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये नहीं आएगा बिकॉज डेकोर फैशन वगैरह ये सब कुछ था ना, तो उसे हटा दो। मैंने स्टेट को चूज़ कर लिया। अगर मैं इसे सेलेक्ट करती हूँ एंड इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं पिवट में जाकर यहाँ से पिवट चार्ट करती हूँ एंड यहाँ से मैं जाकर मैप लेती हूँ तो ये मुझे करने ही नहीं देता। तो इसी तरीके से जैसे मैंने वो किया था, मैंने कॉपी किया, यहाँ पर आके मैंने पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास ये नॉर्मल वैल्यू में आ गया। अभी देखो ये पिवट में आ गया, बड़ी दिक्कत करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ये पूरे को सेलेक्ट ना कर हमें सिर्फ ये वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा। कॉपी किया एंड यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब हमें इसके सामने वैल्यूज़ चाहिए तो इक्वल्स टू एंड हम लोग यहाँ पे सेल की वैल्यू लेंगे और लास्ट में आंध्र प्रदेश की जगह हम वो सेल ले लेंगे सो दैट हम जब ड्रैग करें तो वो ड्रैग वाला अमाउंट आता रहे। तो हमने आंध्र प्रदेश ले लिया, एंटर कर दिया और अब मैं जाकर इस पूरे को नीचे तक ड्रैग कर लूँगी तो मेरे पास सभी वैल्यूज़ आ जाएंगी। आ गई सभी वैल्यूज़, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद अब मैं इंसर्ट पे जाऊँगी। मैंने मैप को सेलेक्ट किया, मैंने ओके किया, तो अभी के लिए आई एक्सेप्ट। देखो ये आ गया इस तरीके से। अब मुझे मेरे को डेटा लेबल भी ऑन करना है तो मैं डेटा लेबल भी ऑन कर सकती हूँ एंड मुझे सिर्फ और सिर्फ डेटा लेबल में कैटेगरी नेम दिखाना है और ये हटा देना है। तो मुझे पता लग रहा है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जो जितना ज़्यादा है वो उतना डार्कर है, तो उत्तर प्रदेश इज़ द डार्कर वन। तो यहाँ पे अपना सेल प्राइस ज़्यादा हो जाएगा, सेल्स ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद महाराष्ट्र में भी है, इधर वेस्ट बंगाल में भी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, आपको बहुत आसानी से वो डेटा मिल गया है। अभी इसके अंदर कुछ भी चेंजेस आएगा तो वो इसमें भी आएंगे और इसमें जो चेंजेस आएंगे वो आपके चार्ट में भी नज़र आएंगे। सो दैट इज़ योर मैप चार्ट। क्या था आपका, ये मैप चार्ट था। इसी तरीके से अगर आप रडार में दिखाना चाहो तो रडार भी दिखा सकते हो। आप इसे सेलेक्ट कीजिए, इंसर्ट में जाइए एंड यहाँ से आप एक रडार वाला चार्ट भी ले सकते हैं, रडार एंड ओके कर दीजिए। रडार भी आपको इसी तरीके से दिखाता है जिसमें पॉइंटर आपको ज़्यादा लग रहा है। ये बाहर की तरफ निकला हुआ है विच इज़ महाराष्ट्र, ये बाहर की तरफ निकला विच इज़ उत्तर प्रदेश, ये बाहर की तरफ निकला हुआ विच इज़ वेस्ट बंगाल। यहाँ पे भी मैंने आपको यही डार्कर एरिया बताए थे। तो जिस साइड आपका पॉइंटर बाहर की तरफ निकला हुआ होता है वो पॉइंट ज़्यादा होता है और बाकी पॉइंट्स कम होते हैं। अगर मैं यहाँ पे आंध्र प्रदेश और आसाम वगैरह की बात करूँ तो यहाँ पे तो पॉइंटर ही नहीं है, तो इतने कम हैं ये। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रडार चार्ट होता है। अगर आपको किसी भी फॉर्म में दिखाना है, चाहे रडार के फॉर्म में दिखाओ, बेस्ट जो होता है, अगर सिटी का मामला है ना तो मैं रडार में दिखा दूंगी, सिटी का मामला है मैं किसी और में दिखा दूंगी। व्हेन इट कम्स टू द स्टेट तो मैं मैप का यूज़ करूंगी बिकॉज स्टेट वहाँ पे ज़्यादा अच्छे ब्यूटीफुली दिखेंगे। लेकिन अगर मैं सिटी की बात करूँगी तो सिटी, एक स्टेट के अंदर बहुत सारी सिटी हो सकती है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा होश पोश होगा, बहुत क्योस मच जाएगा, तो वहाँ पे मैं नहीं दिखाऊंगी, वहाँ पे मैं रडार का यूज़ कर लूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 तरीके के चार्ट और किए हैं विच इज़ सनबर्स्ट, मैप एंड रडार। और यहाँ पर हम अपने चार्ट को पूरा सम अप कर चुके हैं, चार्ट के बारे में सब कुछ सीख चुके हैं, चार्ट को बहुत अच्छे से डिटेल में हम लोगों ने कर लिया है, काफ़ी टाइम लगा के अच्छे से किया है। अब हम जो बढ़ेंगे वो अपने डैशबोर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो चलें अब हम डैशबोर्ड बनाना सीखते हैं, वो भी फ्रॉम स्क्रैच।
चलें, वो कहते हैं ना कि अभी बहुत सारा पढ़ लिया है तो अब इम्तिहान की बारी है। देखिए जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी वो इसीलिए तो पढ़ी ताकि हम लोग उससे रिपोर्ट्स बना सकें, उससे डैशबोर्ड बना सकें, तो वही काम आ गया है, अब हम डैशबोर्ड बनाने वाले हैं। लेकिन इस डेटा का ओवरव्यू कराऊँ, डैशबोर्ड के बारे में बताऊँ, उससे पहले आपको ये समझना चाहिए कि डैशबोर्ड होता क्या है? डैशबोर्ड की अगर मैं बात करूँ तो डैशबोर्ड एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। क्या है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन किसका? किसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन करोगे आप? डेटा का, ठीक है? तो अगर मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ, तो सबसे पहले एक पर्सन होता है, ठीक है? जब कोई ट्रांज़ैक्शन होती है, कुछ भी होती है, तो वो उसको रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्ड करने के बाद उसके अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स होती हो सकती हैं, कुछ भी चेंजेस करने पड़ सकते हैं, हो सकता है बीच में कुछ रिकॉर्ड मिसिंग हो, तो उसे सबसे पहले डेटा क्लीन करता है, ठीक है? डेटा क्लीन करने के बाद उससे जब क्लीन डेटा हो गया, अब आपका रिकॉर्डिंग वाला डेटा एकदम परफेक्ट हो चुका है, अब इससे समरी बनाता है। समरी को ही हम लोग क्या कह सकते हैं? रिपोर्ट्स कह सकते हैं। अब इन रिपोर्ट्स को हम बनाते किस में हैं? रिपोर्ट्स को हम बनाते हैं या केपीआई बोल सकते हो, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, इसको बनाते हैं और उसके बाद हम इसको किस बनाते किस में? पिवट में बनाते हैं या फिर हम खुद से भी कोई रिपोर्ट बना सकते हैं। इसको बनाने के बाद आप इसी चीज़ को विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब आप क्या करते हैं? आप उसको चार्ट के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जस्ट लीव द स्पेलिंग एंड उसको विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं और जिस चीज़ को विजुअली रिप्रेजेंट किया जा रहा है उसे हम डैशबोर्ड बोल देते हैं। अब ये डैशबोर्ड है मतलब पूरा का पूरा सिनेरियो है। अब एक डेटा के अंदर ऐसा तो नहीं है कि एक ही चीज़ अवेलेबल होगी। अगर मैं सेल्स का डेटा लेकर चलूँ तो सेल्स के डेटा के अंदर अभी तक जो डेटा हम लोग करते हुए आ रहे थे उसके अंदर भी आपको पता है स्टेट था, कैटेगरी थी, प्रोडक्ट नेम था, रीजन भी हो सकता था और उसके अंदर हमारे पास प्रॉफिट था, सेल था। तो आपको ये भी जानना है कितने स्टेट में कौन से स्टेट में कितना सेल हुआ है, आपको ये भी जानना है कैटेगरी कौन-सी कैटेगरी ने कितना सेल किया, आपको ये भी जानना है कौन से प्रोडक्ट ने अच्छा परफ़ॉर्म किया, आपको ये भी जानना है कितना प्रॉफिट किया और ये भी जानना है कितनी सेल की है ईच में। तो आप एक ग्राफ में सब कुछ दिखा सकते हो क्या? नहीं, एक ग्राफ में सब कुछ नहीं दिखाएँगे। स्टेट के लिए एक बना लिया, फिर कैटेगरी के लिए एक बना लिया, फिर ये इसको प्रोडक्ट नेम के लिए एक बना लिया, फिर प्रॉफिट को दिखाने के लिए एक बना लिया, फिर सेल को दिखाने के लिए एक बार बना लिया और फिर एक ही बारी में सारे दिखे, ओह! प्रॉफिट इतना है, सेल इतना है, प्रोडक्ट नेम इतना है, कैटेगरी इतना है। तो वो पूरी स्क्रीन पे जब सबकी इन्फॉर्मेशन दिख रही है अलग-अलग चार्ट के फॉर्म में, दैट इज़ योर डैशबोर्ड। दैट इज़ योर डैशबोर्ड जहाँ पर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। जैसे कि आप अपने ऑनलाइन कुछ भी खरीदते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप अपने ऑर्डर्स में गए या एक उसका भी एक डैशबोर्ड होता है, जहाँ पे आपको दिखता है ये आपने इतने का ऑर्डर किया था, इतनी बार कैंसल कर दिया है, ये आपके ऑर्डर परचेज़ हैं, ये फलाना है, ये ढिमकाना है, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई होती है। सो वो क्या होता है? वो उसका डैशबोर्ड है। वो उस ऐप का डैशबोर्ड है जहाँ पे उसके बारे में सारी चीज़ें लिखी होती हैं, सारे इनसाइट्स होते हैं। अच्छा आप एक लेते हो स्टेप ट्रैकर, एक स्टेप ट्रैकर लेते हो ना, स्टेप ट्रैकर करके एक ऐप आती है, ठीक है? जिसके अंदर आप पूरा दिन कितना चलते हो वो ट्रैक करता है। तो उसमें क्या करता है वो 1 दिन का भी दिखाता है, 1 दिन में आप कितने-कितने हर आवर में कितना-कितना चले, ठीक है? यहाँ डेट लिखी होती है। फिर जब यहाँ पे एक फ़िल्टर लगाने का ऑप्शन होता है, फिर फ़िल्टर लगा के फिर आपको पता लगता है कि 1 वीक में कितना चले, हर वीकली बता रखा होता है ऐसे-ऐसे करके। अच्छा मैं तीसरे दिन चौथे दिन ज़्यादा चला था, उस दिन कम चला था, फिर 1 मंथ का भी होता है, फिर 1 ईयर का भी होता है। अच्छा फिर घंटे के तरीके से भी देख सकते हो। सिर्फ़ ट्रैकिंग का नहीं, आपने अगर साइक्लिंग किया और साइक्लिंग वाला बटन ऑन कर दिया है, तो ये देख सकते हो कि आपने कितना किलोमीटर का साइक्लिंग किया है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये डैशबोर्ड है, वो ग्राफ के थ्रू ये तो आपको बताते हैं कि ये चीज़ हुआ है। कोई नंबर लिख कर आ रहा है तो वो ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट होके आता है ना, दैट इज़ द डैशबोर्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर ऐप। तो इसी तरीके से हम एक्सेल में जितना भी डेटा होता है उसका एक डैशबोर्ड बनाते हैं, उसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। चलें अब हम डेटा का ओवरव्यू करेंगे और उसके बाद हम लोग डैशबोर्ड को बहुत ही डिटेल में और बहुत ही स्क्रैच से बनाना शुरू करेंगे।
क्रैश हो जाता है, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले ना सेफ़र साइड पे इसे ड्राइव पे सेव कर लिया था। ड्राइव पे सेव करने से होता क्या है, ये ऑटो सेव वाला ऑप्शन आ जाता है और आप इसे ऑन रख सकते हो, तो ये ऑटोमैटिकली अगर इन एनी केस बंद भी हो जाता है हमारा एक्सेल, तो वो वहाँ पे काम करता रहेगा, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, मैं आपको यहाँ पे डेटा का ओवरव्यू देती हूँ कि मेरे डेटा के अंदर है क्या। और जब आपके पास डेटा आता है ना, तो इसी तरीके से आता है, थ्रू फ्रीलांसिंग आ गया या फिर कोई भी रॉ डेटा आपके पास आ गया, बिकॉज़ हम बिल्कुल स्क्रैच से बना रहे हैं, तो हम बिल्कुल ऐसे लेकर चल रहे हैं जैसे कि हमारे पास कोई रॉ डेटा है। रॉ डेटा जब आता है तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल शुरुआत से सोचनी पड़ती हैं, वो आपको कुछ कह उन्होंने बस कुछ नहीं कहा, आपको डेटा दे दिया और कह दिया कुछ ऐसा डैशबोर्ड बना दो ताकि मेरे बिज़नेस को बहुत फ़ायदा हो जाए। ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जो आपको इस तरीके की बात कहेंगी। तो अगर उनकी बात आपने सॉल्व कर दी ना, तो उनको तो आप बिल्कुल ही अच्छे से टैकल कर लोगे, जिनको इतना होगा कि मुझे ना ये काम करके दो। वो तो सॉर्टेड है ना, उन्हें तो पता है उन्हें क्या चाहिए और आप डायरेक्टली वो बना के दे सकते हो। रियल प्रॉब्लम तो वहाँ आती है जब चीज़ें पता ना हो और बस डेटा दे दिया जाता है कि आप बना के दो। तो चलें ऐसी ही सिचुएशन लेके चलते हैं। सबसे पहले अगर मैं देखती हूँ डेटा के अंदर ऑर्डर आईडी है, फिर डेट है, फिर कस्टमर नेम है, फिर आपके पास कस्टमर आईडी है, रीजन है, सिटी है, सेल्स चैनल है। इतनी चीज़ें हैं कि याद रखने में थोड़ा मुश्किल होगा। प्रोडक्ट कैटेगरी है, प्रोडक्ट सब कैटेगरी है, मतलब होम डेकोर के अंदर कर्टेन है और कर्टेन भी बहुत सारे अलग-अलग मॉडल्स हैं, तो फिर उनका प्रोडक्ट नेम है, ठीक है? उसके बाद उस हर एक के लिए एक आईडी भी बनी हुई है। उसके बाद आपके पास क्वांटिटी सोल्ड है कि उस पर्टिकुलर कर्टेन ना जो मॉडल है और जो आईडी है, वो पर्टिकुलर चीज़ कितनी बिकी है, विच इज़ 6 यूनिट प्राइस, मतलब एक का प्राइस जो है वो 680.05 है, तो इससे टोटल सेल इतनी हो जाती है। लेकिन फिर उसके बाद उस पर्सन को डिस्काउंट भी दिया हमने, जो कि अमाउंट में इतना बनता है, तो 4080.3 माइनस 81606 विच इज़ 3264.24 रुपीज़, ठीक है। उसने पेमेंट कैसे दिया, सीओडी से दिया, विच इज़ कैश ऑन डिलीवरी, एंड हमने उसका अभी के लिए जो भी ये डिलीवरी स्टेटस अगर मैं देखा जाऊँ तो वो डिलीवर हो चुका है। प्रॉफिट मार्जिन मेरे को इसमें पूरे उसमें जस्ट बिकॉज हमारे पास परचेज नहीं है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन उन्होंने दे दिया है 15% है, एंड द प्रॉफिट अमाउंट इज़ 489। ओके, तो ये हमारे पास डिटेल इन्फॉर्मेशन थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने डेटा का ओवरव्यू किया कि मेरे पास क्या क्या डेटा है और किस तरीके से गिवन है। लेकिन इस जब ये डेटा आ जाए फिर तो एक तो मुझे हेडिंग याद नहीं हो रही है। मैं बिल्कुल आप लोगों की तरह सोच रही हूँ, अगर आप पहली बार डैशबोर्ड बना रहे हैं तो। एक तो मुझे हेडिंग याद नहीं हो रही है, तो मतलब मैं तो भूल ही गई कितनी-कितनी हेडिंग्स थी, और दूसरा मैं किसका क्या बनाऊँ, मुझे कैसे समझ आएगा? तो कहते हैं जब भी कभी प्रॉब्लम हो, वेदर इट्स इन एक्सेल और वेदर इट्स इन योर लाइफ, तो जब भी प्रॉब्लम्स होती हैं, दिमाग बहुत क्लटर्ड होता है, इधर-उधर भाग रहा होता है कि ये कर लूँ या वो कर लूँ, तो ऐसे केस में आपको क्या करना होता है, लिखना होता है। तो चलें अब हम वो थिंकिंग समझेंगे कि सबसे पहले हमें क्या चीज़ करना चाहिए, उसको कैसे नोटबुक में अपने लिए लिखना चाहिए, सो दैट हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है, चलें अब उसे सॉल्व करते हैं। वो चाहें तो आप अपने लिए मतलब नोटबुक में भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे करके बता रही हूँ सो दैट आप इजीली उसे देख सकें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक वर्कबुक ले ली है, जस्ट बिकॉज मुझे अभी मेरे पास सिर्फ ये 2 वर्कबुक खुली हुई है एंड एक और वर्कबुक भी है। एंड मैं क्या करती हूँ, इसको व्यू साइड बाय साइड करके, मुझे किसके साथ देखना है, डैशबोर्ड क्रिएशन के साथ देखना है, तो मैंने उसको साइड में ले लिया। एंड वो नहीं दिख रहा है तो मुझे अरेंज करना पड़ेगा, वर्टिकली अरेंज मैंने ओके कर दिया है। एंड मुझे ये वाला नहीं चाहिए, तो मैं इसे ऐसे कर देती हूँ एंड यहाँ पे ठीक है, मुझे इसको यहाँ पे चाहिए और ये वाली यहाँ पे चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ लिख रही हूँ एंड मुझे इसको यहाँ पे अरेंज करना है। अरे ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, व्यू टैब में फिर से जाते हैं, सिंक्रोनाइज़ स्क्रॉलिंग को ऑफ करते हैं, क्योंकि मुझे सिंक्रोनाइज़ नहीं कराना, और इसे हॉरिज़ॉन्टल भी हम लोग अरेंज कर सकते हैं, बट हॉरिज़ॉन्टल तो नहीं, हमें जो अरेंज कराना है वो वर्टिकली अरेंज कराना है, ठीक है। अब ये ठीक आया है। तो अब देखो मुझे क्या करना होता है, सबसे पहले ना आप एक काम किया करें,
सबसे पहले आप जितनी भी चीज़ें हेडिंग्स आपकी लिखी हुई हैं, कॉलम्स लिखे हुए हैं, वो एक जगह नोट कर लें, सो दैट आपको याद रहें कि चल क्या रहा है, आपके डेटा में दे क्या रखा है, सो दैट बाद में जितनी भी चीज़ें लिखी हैं ना, उसमें से जो भी बेस्ट होगा हम उसमें से पिक कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या काम करने वाली हूँ, मैं हो सकता है आपको लगे कि ये तो बड़ा बोरिंग सा लग रहा है या बड़ा स्लो प्रोसेस लग रहा है, लेकिन जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, ओके। सबसे पहले ऑर्डर डेट ID दिया हुआ है, फिर डेट दिया हुआ है, फिर कस्टमर नेम है हमारे पास, तो कस्टमर नेम ले लेंगे। एंड इस तरीके से जाओगे ना तो बहुत इजी, एक बार के लिए लेंदी लगेगा, फिर जब आदत हो जाएगी ना फिर लेंदी नहीं लगेगा, फिर आपको लगेगा मुझे करना ही ऐसे है, क्योंकि इससे काम आसान हो जाता है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होती। कस्टमर ID है आपके पास, और उसके बाद आपके पास रीजन है, उसके बाद आपके पास सिटी है, उसके बाद आपके पास सेल्स चैनल है, तो मैं चैनल लिख लेती हूँ कि ऑनलाइन हुआ या ऑफलाइन हुआ। देखा, हमने जब डेटा पढ़ा हमने तब भी नहीं ध्यान दिया इसको, लेकिन अभी हमने जब ध्यान से पढ़ा तब हमें ध्यान आ रहा है कि अच्छा ये भी चीज़ अवेलेबल है। साथ ही साथ में हमारे यहाँ पे और क्या चीज़ें अवेलेबल है, प्रोडक्ट कैटेगरी। प्रोडक्ट में आपने देखा था कि आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी था, अभी जब हमने बात किया था कि प्रोडक्ट कैटेगरी था, एक सब कैटेगरी था कि भाई कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है वो वाला, और उस कैटेगरी का भी प्रोडक्ट नेम था। मतलब वो नेम तो क्या, वो कोड जैसा था कि हर प्रोडक्ट के आगे एक नेम था, और उसके बाद उस प्रोडक्ट की एक ID थी कि भाई हर प्रोडक्ट की एक ID, यूनिक ID बनाई हुई थी। ठीक है, हमने देखा था ना, उसके बाद क्वांटिटी आई थी, देखो प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट क्वांटिटी, ID। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बोला था क्वांटिटी सोल्ड, यूनिट प्राइस आया था, टोटल सेल निकाल के डिस्काउंट को लेस किया था। ठीक है, तो हमारे पास हमने सारी चीज़ें लिखी हैं, देख लो, हमें अच्छे से याद हो गया था क्योंकि उस टाइम पे डेटा देखा था, लेकिन लिखेंगे तो बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों के पास एक क्वांटिटी सोल्ड भी गिवन है, फिर उसके बाद हमारे पास यूनिट प्राइस है, दैट मीन्स पर्टिकुलर प्राइस है पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। उसके बाद हमारे पास टोटल सेल है कि हमारा टोटल सेल इतना हुआ, जिसमें से हम लेस कर देते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट वाला हमारे पास है, इन परसेंटेज भी है और इन अमाउंट भी है, मैं ये लिख सकती हूँ डिस्काउंट का। अच्छा, यहाँ पर फिर और हमारे पास क्या है, अगर मैं देखूँ डिस्काउंट के बाद तो हमारे पास नेट सेल आना चाहिए, नेट सेल है। उसके बाद हमारे पास ओके फाइन, हमारे पास हमने देख लिया है हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। हमारे पास नेट सेल्स है, उसके बाद हमारे पास जो आता है पेमेंट मोड आता है। पेमेंट मोड देख लो, अभी उस टाइम पे हमने ध्यान नहीं दिया कि पेमेंट मोड भी है कि कार्ड से डिलीवर किया है या UPI से किया है या वॉलेट से यूज़ किया है या COD किया है। आई थिंक हमने एक बार COD ज़रूर बोला था। एंड उसके बाद डिलीवरी स्टेटस, कि अभी उस जो प्रोडक्ट गया हुआ है उसका स्टेटस क्या है, कोई ट्रांजिट में तो नहीं है या कुछ भी नहीं है। उसके बाद आपके पास आता है प्रॉफिट मार्जिन विच इज़ इन अमाउंट और परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज एंड एक और हम प्रॉफिट अमाउंट में लिख लेते हैं। ठीक है, और तो आई गेस कुछ भी नहीं है, फिर भी एक बार के लिए चेक कर लेते हैं, कुछ रहना नहीं चाहिए। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, तो हमने यहाँ सारी चीज़ें कर ली हैं। अब हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, अब हमें यहाँ पे बात करने की ज़रूरत है कि हमें अपने डेटा के साथ करना क्या है। ठीक है, तो हम उसको उसी तरीके से हाईलाइट करते हुए जाएंगे और अपनी एक अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाएंगे। मैं यहाँ पे रेड ही करती हुई जाऊँगी जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए, सो दैट दिक्कत ही ना आए। देखो ऑर्डर ID का मैं क्या करूँगी, ऑर्डर ID का अगर एक बिजनेस पर्सन क्या करेगा, आपका बिजनेस है और उसके अंदर की ये इन्फॉर्मेशन है, तो ऐसे केस में आप जानो कि आप ऑर्डर ID का क्या करोगे, कुछ भी नहीं करोगे। ऑर्डर ID का तो आपको क्या करना है, तो हमने ऑर्डर ID ये ले लिया। ठीक है, ऑर्डर ID का मुझे कुछ नहीं करना। डेट का, हाँ, हमने पिवट में सीखा था डेट से हम मंथ निकाल सकते हैं, हम ईयर निकाल सकते हैं, हम क्वार्टर निकाल सकते हैं, तो डेट को हम लेकर चलेंगे, अभी के लिए उसको छोड़ देते हैं। किस कस्टमर ने कितना खरीदा, हमें क्या लेना देना, कस्टमर के नेम से हम क्या करेंगे, कोई डिस्प्यूट होता कुछ होता तब तो हम जानते भी, अभी कस्टमर के नेम से क्या करेंगे, और कस्टमर की ID से भी मुझे मेरे बिजनेस में इम्पैक्ट नहीं पड़ना। हम उस चीज़ के लिए बात करें जिससे किसी पर्टिकुलर पर्सन के बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। रीजन, हाँ, ये जानना ज़रूरी है कि किस रीजन में सेल हुआ, कितना हुआ, सिटी में भी जानना ज़रूरी है। चैनल ऑनलाइन कितना बिकता है, ऑफलाइन कितना बिकता है, ओके। प्रोडक्ट कैटेगरी, कितना कैटेगरी का बिकता है, सब कैटेगरी, मतलब कौन सा प्रोडक्ट बिकता है, मेन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट नेम अगर लेना चाहो तो ले सकते हो, वरना ये छोड़ सकते हो कि प्रोडक्ट नेम लेके क्या करेंगे। अगर मुझे पता लग गया कर्टेन बिक रहा है, तो कौन से वाला कर्टेन बिक रहा है, बहुत है, थाउजेंड्स में है,
तो हम ये वाली चीज़ को यहाँ के लिए नहीं कर सकते क्योंकि हम एक ओवरऑल डैशबोर्ड बना रहे हैं, तो वो बहुत मेस क्रिएट कर देगा। इसके लिए हम अलग से एक प्रोडक्ट का ही डैशबोर्ड बना लें, तो वहाँ फिर भी मैं इसे कंसिडर करूँगी। प्रोडक्ट आईडी कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्ट आईडी एक यूनिक आईडी थी जो कि हर आइटम की थी, उसका ज़रूरत नहीं है। हाँ, क्वांटिटी सोल्ड हम रख सकते हैं। यूनिट प्राइस के लिए एक बार के लिए अभी रख लेते हैं, अभी बाद में देख लेंगे। यूनिट प्राइस, टोटल सेल हमने रखना है, डिस्काउंट परसेंट रखना है, डिस्काउंट अमाउंट रखना है, एंड नेट सेल, डिलीवरी स्टेटस, सब कुछ रखना है। ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई है कि जो जो नहीं रखना है पहले वो हटा दो, पहले वो हटा दो। अब बात आ जाओ सिर्फ वैल्यूज़ पे, कि अभी वैल्यूज़ का कौन कौन सा है, कि जो वैल्यूज़ में बात करें, रीजन वैल्यू का है क्या? नहीं, वो टेक्स्ट है ना, उसका तो देखना है कि रीजन में कितना है। सिटी भी वैसा ही है, ऑनलाइन ऑफलाइन भी वैसा ही है, प्रोडक्ट भी वैसा ही है, कैटेगरी भी वैसा ही है, जो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू बताएं। तो क्वांटिटी सोल्ड हम ले सकते हैं, टोटल क्वांटिटी, लेकिन क्या दिक्कत है टोटल क्वांटिटी, जो चीज़ टोटल में लेनी है मैं अभी उसकी बात कर रही हूँ, सो दैट मैं पहले उसे मार्क कर दूँ, छोटे छोटे कार्ड बना दूंगी, उसके टोटल सेल इतना हुआ, टोटल परचेज इतना हुआ। परचेज इसमें है नहीं हमारे डेटा में। तो अब एक बात बताओ, टोटल क्वांटिटी सेल सोल्ड लेकर मैं क्या करूँगी? अगर एक ही प्रोडक्ट होता, अगर हम लोग ये करते हैं, लोहा बेच रहे होते, या फिर हम लोग सैंड बेच रहे होते, या किसी भी तरीके का जिसमें वे लगता है या कुछ इसी तरीके की क्वांटिटी लगती है जो सभी के लिए सेम जा रही है, सभी को एक ही पैरामीटर में तोल रही है, तब तो मैं क्वांटिटी सोल्ड लूँ। लेकिन जब सब अभी कहीं कर्टेन बिक रहे हैं, कहीं कुछ साड़ी बिक रही है, कहीं कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम बिक रहा है, तो इसकी क्वांटिटी तो आप मेज़र ही नहीं कर सकते हो, मतलब सेम पैरामीटर पे नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्वांटिटी सोल्ड को टोटल वाले में नहीं लेंगे, टोटल सेल ले सकते हैं। लेकिन टोटल सेल में क्या है ना, टोटल सेल ये बिफोर डिस्काउंट वाली सेल है, फिर डिस्काउंट लगता है, टोटल डिस्काउंट का अमाउंट ले सकते हैं। ठीक है, और साथ में बेसिकली मेरा इन दोनों से ज़्यादा प्रेफरेंस जो रहेगा वो नेट सेल पे रहेगा। नेट सेल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि मुझे नेट सेल दिखाना है कि नेट सेल मेरा ये हुआ है एंड नेट प्रॉफिट मेरा ये हुआ है। एंड इसके साथ जो मैं दिखाऊंगी परसेंटेज, परसेंटेज को हम कैसे दिखाते हैं? अगर मान लो किसी पर्सन के यहाँ ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, ये सी पर्सन है, ठीक है, इनके 80% मार्क्स आए हैं, इनके 70% मार्क्स आए हैं, और इनके 90% मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो मैं ये क्या कहूँ कि अगर इन तीनों को देखकर कि कितने परसेंट का रिजल्ट आया है, तो आप क्या कहोगे? 80 + 70 150 + 90 विच इज़ योर 240% रिजल्ट आया है, आप ये बोलोगे? या फिर आप ये बोलोगे 80 + 70 + 90 विच इज़ 240 डिवाइडेड बाय 3, तो 80% रिजल्ट आया है। आप क्या बोलोगे? 80% रिजल्ट आया है या 240% रिजल्ट आया है? 80% रिजल्ट आया ना। क्या किया आपने? एवरेज निकालना। तो जब भी आपको परसेंटेज इन टोटल निकालना है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? उनका परसेंटेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी प्रॉफिट परसेंटेज में भी आप देख सकते हो परसेंटेज निकालना है, डिस्काउंट परसेंटेज में भी आपको परसेंटेज निकालना है। बाकी बची हुई चीज़ें जो हैं, वेदर इट्स लाइक, मैं ये लेके देखती हूँ, बिल्कुल अच्छा कलर नहीं है ये, तो कलर से बहुत फ़र्क पड़ता है। देखो, बाकी बची हुई चीज़ें, चाहे डेट है, चाहे रीजन है, चाहे सिटी है, चाहे चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन है, चाहे आपका कैटेगरी है, कैटेगरी है, सब कैटेगरी को मैं प्रोडक्ट ही बोलूँगी, प्रोडक्ट है, एंड आपका पेमेंट मोड है, आपका डिलीवरी स्टेटस है, इन्हें मैं जो दिखाना चाहूँगी इनके प्रॉपरली चार्ट भी बनाऊँगी, और इनके बेसिस पे मेरे को कुछ चीज़ दिखानी है, तो मैं डेफिनेटली इनके बेसिस पे दिखाने के लिए अपने स्लाइसर्स और टाइमलाइन का भी इस्तेमाल करूँगी। एंड रही बात अब क्वांटिटी सोल्ड एंड यूनिट प्राइस की, अगर ये हमारे डेटा में कहीं पे भी अलाइंड होते हैं, हमें जिस टाइम पे हम डैशबोर्ड बना रहे हैं उस टाइम पे हमें लगता है कि हाँ, हम क्वांटिटी यहाँ दिखा सकते हैं, यहाँ पर ये बेहतर लगेगा, इस वाले पर्टिकुलर चार्ट के अंदर हम क्वांटिटी दिखा सकते हैं, तो वहाँ हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। ये यूज़ भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, बिकॉज ईच प्राइस है ना कोई चीज़ का, तो अगर ये यूज़ करना हुआ तो हम कर लेंगे। इट्स लाइक अ 11th प्लेयर ऑफ द टीम, कि अगर यूज़ में आया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो इट्स ओके। तो मैं इसको एकदम पिंकी पिंकी कर देती हूँ कि अगर भैया आप यूज़ आए तो ठीक है, वरना इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से सबसे पहले अब आपको कितना आसान हो गया, आपने सारी चीज़ें एकदम से, जहाँ एक क्लटर्ड माइंड था कि डेटा देकर सर पकड़ लिया कि करना क्या है, नाउ यू नो दिस थिंग, कि मुझे इन लोगों के कार्ड बनाने हैं। कार्ड क्या होते हैं? एक जैसे कि सिर्फ वैल्यू दिखती है, अभी हम बनाएंगे ना तब आपको समझ आ जाएगा।
जो चीज़ ब्लू में है इनके मुझे चार्ट बनाने हैं, जो चीज़ ग्रीन में है मुझे उनके कार्ड बनाने हैं, जो चीज़ मैंने येलो में की है वो परसेंटेज में है, तो परसेंटेज में मुझे सम नहीं लगाना, मुझे एवरेज लगाना है। तो काफ़ी हद तक आपने अपने काम को आसान कर लिया है। चलें अब हम ना क्या करेंगे, अभी हमने ये वाली काम को ईज़ी कर लिया तो अब हम काम करना शुरू करेंगे। हम पिवट के अंदर सारा काम करने वाले हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि पिवट ही हमें सब कुछ अलाउ करे, तो हम उस तरीके से काम करते हुए जाएँगे। बहुत बार ऐसा होगा, मैं बिल्कुल स्क्रैच से करा रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैंने पहले से ना सोच रखा है कि मुझे ये बनाना है, नहीं, मैं बिल्कुल उस तरीके से चल रही हूँ कि अगर आप भी ये बना रहे हो तो उस टाइम दिमाग में क्या रखना है और किस तरीके से मैं भी बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही चीज़, एक ही डेटा का 3 बार चार्ट बना के देखती हूँ एंड फिर जो मुझे अच्छा लगता है मैं उसको उसके साथ जाती हूँ। तो हम ऐसे ही करेंगे, अगर कहीं पे मुझे नहीं लगा ना, ऐसा नहीं है डायरेक्टली एक चार्ट बनाया और वही हो गया। तो अगर कहीं पे ऐसा लगता है कि ये वाला नहीं अच्छा लग रहा, कुछ और बनाना, तो कुछ और बनाएँगे। ये वीडियो एकदम रॉ है, ये वीडियो आपको सिखाने के लिए है, प्रैक्टिस कराने के लिए। ये वीडियो एकदम से आपको ऐसे नहीं होता कि सीखने के बाद एकदम से ये परफेक्ट बन गए हम या यही काम करेगा। जो मैम ने बता दिया बस यही काम करेगा, नो, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर क्रिएटिविटी। तो वो क्रिएटिविटी थोड़ी तो बतानी पड़ेगी ना आपको कि किस तरीके से जनरेट की जाती है। चलें अब हम क्रिएशन शुरू करते हैं। कोई भी लाइफ में जब भी कुछ काम करते हैं, कुछ प्लान करके रखा है, तो बार-बार उसे चेक करते रहते हैं एंड देन उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते रहते हैं, राइट? आप सिलेबस बना के रखते हो, तो आप उसे देखते रहते हो, बनाते रहते हो, राइट? तो इसी तरीके से हमारे लिए ये प्लानिंग है, हम बार-बार इस पे आते रहेंगे, जैसे ही हमारा एक काम वहाँ पे हो जाएगा एंड उसके बाद हम आगे बढ़ते रहेंगे। सबसे ईज़ी वाली चीज़ अगर मैं पिक करूँ तो ये ग्रीन वाले हैं, जो कि मैंने कार्ड बोले थे कि किस तरीके से हम ये कार्ड्स बना सकते हैं। बना के सब तैयार कर लो, बाद में डैशबोर्ड बनाते वक़्त कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो नहीं रखेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। बना के हम तैयार रख लेते हैं। तो एक काम करते हैं, इस शीट को वहीं ले जाएँ क्या? ये ज़्यादा बेहतर होगा। इस शीट को वहीं ले जाते हैं। बार-बार यहाँ आना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा, तो हम होम में जाएँगे, फ़ॉर्मेट में जाएँगे, फ़ॉर्मेट में जाने के बाद एक बार के लिए हमें माउस हाइलाइटर ले लेना चाहिए एंड हमने माउस हाइलाइटर ले लिया है एंड यहाँ फ़ॉर्मेट में जाने के बाद हम लोग जाएँगे मूव और कॉपी शीट में एंड मूव और कॉपी शीट को लेने के बाद क्रिएट अ कॉपी करेंगे। क्रिएट अ कॉपी करने की भी नीड नहीं है एंड हम लोग यहाँ पे डैशबोर्ड क्रिएशन में मेन में जाएँगे एंड ओके कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग आ गए हैं। इसे मुझे मैक्सिमाइज़ कर लेना है एंड यहाँ पर मैं यहाँ पे इसको जो नेम है, रीनेम है, वो प्लानिंग के नेम से कर देती हूँ कि हमारी प्लानिंग हुई है और इसे अच्छा सा कलर देते हैं विच इज़ येलो, विच इज़ अ ब्राइट प्लानिंग, ब्राइट फ्यूचर काइंड ऑफ एंड दैट इज़ योर मेन डेटा। मेन डेटा आपका आ गया है एंड मेन डेटा शुड बी द ग्रीन। ओके, ओके, आई एम सो सॉरी, हमें टैब कलर लेना था ग्रीन एंड यहाँ पर तो थ्योरी चल ही रहा है, तो मैं इसे थ्योरी बोल देती हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर हमने सारी प्लानिंग कर ली है। प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, ऑर्गेनाइज़ नहीं करेंगे तो बाद में दिक्कत आएगी, ठीक है? तो प्लानिंग करना ज़रूरी है एंड यहाँ पर हम लोग क्या बना रहे हैं, अपने केपीआई बना रहे हैं। ओप्स सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था एंड स्किप, ठीक है, कोई बात नहीं। मेन डेटा में जाएँगे, कंट्रोल ए करेंगे, पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएँगे, यहाँ से पिवट टेबल लेंगे, पिवट टेबल रेंज लेंगे एंड ओके कर देंगे कि न्यू वर्कशीट आ जाए। मुझे इसको बनाना था आपका ये केपीआई, ठीक है? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, मतलब यहाँ पर हम परफॉर्मेंस जो उन्होंने परफॉर्म किया है उसके इंडिकेटर्स बनाएंगे एंड यहाँ पर हमने इसे कलर दे दिया है एंड हमें इसको यहाँ ले आते हैं। शीट 4 को हम डिलीट कर देते हैं भाई, वो एक एक्स्ट्रा बन गई थी उस टाइम पे। नाउ केपीआईज बनाना शुरू करते हैं। पहला पिवट जो आएगा हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग, हमें ये ग्रीन वाले पहले बनाने हैं, तो चलें इनके लिए शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए, देखिए टोटल सेल अगर हम ले लेते हैं ना, तो हम नेट से ले लेते हैं ना, तो टोटल की हमें ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था सब कुछ बना के रख लेते हैं, बाद में देख लेंगे कि कैसे क्या हो रहा है। तो हम लोग एक काम करते हैं, केपीआई में जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। हमें क्या चाहिए था, टोटल सेल्स चाहिए था ना, टोटल सेल्स हमने लिया एंड ये बन गया, देख रहे हो आप, बन गया, दैट्स इट, ठीक है। हमने इसे सेलेक्ट किया, कंट्रोल को होल्ड रखा, मेरा कर्सर चेंज हो गया है एंड मैंने इसको साइड में कर लिया, ठीक है। अब मुझे टोटल सेल नहीं चाहिए, मुझे डिस्काउंट, टोटल सेल के बाद था डिस्काउंट का अमाउंट, तो टोटल डिस्काउंट हम लोगों ने इतना दे दिया है, ठीक है। टोटल डिस्काउंट हम लोगों ने इतना दे दिया है। मुझे इसकी भी नीड नहीं लग रही है, लेकिन मैं अभी के लिए इसे कर लेती हूँ। मैंने कंट्रोल को होल्ड रखा एंड यहाँ पे रख लेते हैं, यहाँ पे ठीक रहेगा।
डिस्काउंट की जगह हम यहाँ प्रॉफिट रख लेते हैं, बिकॉज उधर की तरफ हम टोटल प्रॉफिट हम लोगों ने इतना किया। एंड हम क्या कर रहे हैं ना, हम बस एक पिवट, मल्टीपल पिवट कर रहे हैं। देखो अब ना मैं पिवट में इतना टाइम नहीं लगाऊंगी, टाइम हमने 4 घंटे लगा के आए हैं हम पिवट को करने के लिए, 2-3 घंटे मतलब वैसे, और 2 घंटे चार्ट में, काफ़ी कुछ वो करके आए हैं। तो अब आप इसको निकाल दीजिए। ओके, हमें पहले कुछ वो इंसर्ट करना होगा, तो हम लोग यहाँ पे नेट सेल्स करेंगे एंड टोटल सेल्स को हटा देंगे। ठीक है, तो ये आपका आ गया, ये चारों आपके बन गए हैं। लेट मी जस्ट शो इट टू यू। एंड सबसे पहले अब मुझे ये बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? अगर किसी को पता हो, अगर आपने कोई पिवट बनाई है, तो सबसे फर्स्ट काम क्या होता है कि हम लोग जाएं पिवट टेबल एनालाइज पे जाएं और यहाँ पर लिख दें कि वो क्या है। तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल सेल है। ओके, यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट है। इससे क्या होगा ना, आगे चल के देखो इतने सारे केपीआईज बनने वाले हैं, तो कंफ्यूज नहीं होगे। और अगर ये नहीं लिखोगे ना, तो बैठ के कंफ्यूज होते रहना कि अरे क्या कर दिया मैंने। ठीक है, तो नेट सेल्स है, नेट सेल्स है, एंड ये टोटल प्रॉफिट है। स्पेस मत देना, गलती से मैंने भी अभी कर दिया था, स्पेस मत देना, स्पेस दोगे तो ये नेम नहीं लेगा, याद रखा है ना, हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो अभी हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे, अभी हम सबसे पहले केपीआईज बना रहे हैं। केपीआईज सारे बन जाएंगे ना, उसके बाद हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। इसलिए ही मैंने यहाँ पे भी स्पेस छोड़ा है, यहाँ पे भी स्पेस छोड़ा है, यहाँ पे भी स्पेस छोड़े हैं। तो स्पेस का छोड़ने का मतलब मोटिव यही था। इसीलिए हम जितने भी अब पिवट टेबल बनाते जाएंगे, वो साइड साइड में बनाते जाएंगे, बिकॉज बाद में जब विजुअल आएंगे ना, तो हम नीचे की तरफ बना सकते हैं। तो प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमने 4 काम कर लिए हैं, जिनको हम ग्रीन मार्क किया था। तो ये वाले काम तो हम कर चुके हैं, तो विच इज़ वेरी मतलब डन हो चुका है, आसान है था, काफ़ी ज़्यादा मज़े आए, है ना, अच्छे से कर लिया। चलिए अब शुरू करते हैं। डेट को हम बाद में देखेंगे, बिकॉज डेट के अकॉर्डिंग मुझे टाइमलाइन भी बनाना होगा, डेट के अकॉर्डिंग मुझे और भी काम करने होंगे। डेट को बाद में देखेंगे, पहले रीजन को देख लेते हैं। ठीक है, रीजन के अंदर हम सिटी भी कर सकते हैं, एंड रीजन को अलग रख सकते हैं और सिटी को अलग भी रख सकते हैं। तो हम देखेंगे कि हमें कैसा बनाना है। ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, इसे सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल को होल्ड करते हैं, जस्ट ड्रैग इट ओवर हियर। हमने यहाँ कर लिया, एक और पिवट बन के आ गई है। ठीक है, हमने इसे क्लिक किया, पिवट टेबल एनालाइज पे गए, फील्ड लिस्ट को ऑन कर लिया। आपको पता है कभी कभी ऑफ हो जाती है, आप इसे ऑन कर लीजिए, है ना। अब आपको क्या करना है, एक तो यहाँ पर हम जो भी काम करेंगे ना, हम नेट सेल लेके करेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना हम हर जगह डिस्काउंट वाला फैक्टर दिखा रही हैं। तो हमारे लिए नेट सेल ज़्यादा ज़रूरी होती है इन कंपैरिजन टू द टोटल सेल्स। ओके, तो हम लोगों ने ये लिया। उसके बाद हम लोगों ने रीजन लेना है ना, तो मैंने रीजन यहाँ पे ले लिया। तो रीजन के अकॉर्डिंग मेरा नेट सेल ये आ रहा है। नाउ आई हैव 2 ऑप्शंस, कि या तो मैं अब इस रीजन के अंदर सिटी को डाल दूँ, तो इससे क्या होगा ना, मेरा डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा तो हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा, और फिर ना जो हमारा चार्ट है बहुत कंजस्टेड हो जाएगा। एक तरीका तो ये है, या फिर मैं दूसरा तरीका ये कर सकती हूँ कि मैं ये एक तो नेट सेल्स दिखा दी और एक इसमें प्रॉफिट परसेंटेज दिखा सकती हूँ। परसेंटेज ना दिखाकर प्रॉफिट का अमाउंट दिखा दूंगी, परसेंटेज में बाद में दिखा दूंगी। तो एक तरीका मैं ये कर सकती हूँ। अब आप डिसाइड करेंगे कि आपको अपने डेटा के अंदर कैसे दिखाना है। आपको दिखाना है कि मेरा रीजन और प्रोडक्ट दिख जाए, मुझे ना प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो सेल्स पता लग जाए, या फिर आपको मतलब है कि मुझे सेल्स के साथ साथ प्रॉफिट का भी जानना है। तो इट्स टोटली अप टू यू, हम लोग इसे ऐसे जान सकते हैं। तो मैं एक काम करती हूँ, सेल एंड प्रॉफिट ही लेती हूँ, इन सिटी का अलग से बनाऊंगी, रीजन का अलग से बनाऊंगी, छोटे छोटे चार्ट्स बना लेते हैं, सो दैट वो बहुत सारे चार्ट्स दिखेंगे, अलग अलग दिखेंगे, हमें सुंदर दिखेंगे। एंड ये ज़रूरी नहीं होता जिस चीज़ का आपने चार्ट बना लिया उसी चीज़ का आप स्लाइसर नहीं बना सकते, हम उसका स्लाइसर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बिकॉज स्लाइसर अपना काम कर रहे हैं, कि हम बार बार फिल्टर लगाने थोड़ी ना जाएंगे हम कहीं पे। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे ये काम किया, हमने इसे सेलेक्ट किया। उसके बाद जस्ट बिकॉज ये रीजन है, रीजन सेंट्रल ईस्ट नॉर्थ, अगर ये स्टेट होता और कहीं के भी पर्टिकुलर जैसे इंडिया के कुछ स्टेट डिफाइन कर रहा होता, तब तो मैं डेफिनेटली मैप की तरफ जाती। लेकिन अभी के लिए जस्ट बिकॉज ये नॉर्मल मैं कह सकती हूँ कि रीजन है तो हम लोग एक काम करते हैं, पिवट चार्ट में जाते हैं। लेकिन मेरा भी इंक्लिनेशन है ना
बिकॉज कॉलम चार्ट अभी काफ़ी चीज़ों में बनने वाला है, तो मेरा ना थोड़ा सा इसकी तरफ ध्यान कम था कि मैं अगर इसको इस तरीके से बनाऊं रीजन वाला। लेकिन ठीक है, अभी हम लोग बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग रीजन भी बना सकते हैं, हम लोग यहाँ से पाई भी बना सकते हैं, बिकॉज ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बाद में डेटा ज़्यादा आने वाला है तो वहाँ पर हम लोग कॉलम की तरफ जाएंगे। अभी हम इस पे जा सकते हैं। नाउ इट्स टोटली अप टू अस कि हमें 3D पाई बनाना है, नॉर्मल पाई बनाना है, डोनट बनाना है। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मल पाई की तरफ जाते हैं, हम ओके करते हैं। एंड सम ऑफ प्रॉफिट, नेट सेल्स। एंड मैं अगर डेटा लेवल ऑन करती हूँ तो मुझे कौन से लेवल्स मिलते हैं? हमें उसका डेटा मिल रहा है, लेकिन व्हाट अबाउट द प्रॉफिट्स? प्रॉफिट की तो कोई बात ही नहीं हो रही है ना। फिर हम लोग ये नहीं लेंगे, उतना अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, बिकॉज हमें तो 2 डेटा रिप्रेजेंट कराने थे। तो हम कोशिश करते हैं, हमें डोनट भी हमें ऐसा ही देने वाला है। ठीक है, हम लोगों को इस तरीके का तो नहीं चाहिए। हमें सनबर्स्ट मिल जाए तो अच्छा है। सनबर्स्ट के लिए अगर मैं पिवट में ट्राई करूँगी ना, तो सॉरी, पिवट में ट्राई करते हैं, पिवट चार्ट में जाते हैं तो सनबर्स्ट को बनाने के लिए अलाउ नहीं करता। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, इसको लो, कॉपी करो। मल्टीपल सिलेक्शन पे काम नहीं करता। इसको लो, कॉपी करो, यहाँ पेस्ट कर लो। एंड इसको लो, कॉपी करो, यहाँ पेस्ट कर लो। आपको कल भी फॉर्मूला, मतलब थोड़ी देर पहले भी फॉर्मूला लगाना सिखाया था ना आपको। ठीक है, यहाँ पे वो फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला से हम लोगों को यहाँ पर अपना डेटा लेकर आना है। तो इक्वल्स टू, मतलब सेंट्रल के आगे ये वाला अमाउंट चाहिए, लेकिन देखो इसके अंदर एक तो नेट ऑफ सेल्स लिखा हुआ है, नेट सेल्स, सम ऑफ नेट सेल्स। तो आपको तो बाद में सम ऑफ प्रॉफिट भी निकालना है। तो आप अगर सम ऑफ नेट सेल्स कर देंगे तो ये तो फिक्स रह जाएगा। तो हमने इसको ले लेना है। और यहाँ से 12 तो हमेशा फिक्स रहने वाला है। ठीक है, विच इज़ योर रो। आपका कॉलम चेंज होने वाला है, तो इसको किस तरीके से फिक्स करेंगे? 12 को फिक्स करेंगे, एफ को फिक्स नहीं करेंगे, कॉमा करेंगे। उसके बाद आपका ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल की जगह पे हम लोगों को क्या करना है, ये वाला एक आपने यहाँ से चूज़ कर लेना है एंड एंटर कर देना है। एंड हम लोगों ने कहीं मिस्टेक कर दी है। सम ऑफ नेट सेल्स, ओके, वापस से करते हैं। ठीक है, वापस से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी हो जाता है। एंड हम लोगों ने ये लिया, गेट पिवट डेटा, ओके, सम ऑफ नेट सेल्स। देखिए हमारे अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए था, लेकिन अगर इसे मंजूरी नहीं है, एक बार और करके देख लेते हैं। मंजूरी नहीं देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम वैसे कर लेंगे जैसे ये कह रहा है। ठीक है, एक बार के लिए और कर लेते हैं। हमने ये लिया, इसे भी फिक्स कर लेते हैं। ई फिक्स कर दिया हमने, एंटर। नहीं ले रहा है ये, कोई बात नहीं है। अब हम इसको बिल्कुल उस तरीके से करेंगे जिस तरीके से हम करते हुए आए हैं। सेंट्रल की जगह पे हम लोग अपना ये यहाँ से सेंट्रल दे देंगे एंड एंटर कर देंगे, तो अमाउंट आ गया है। एंड जस्ट ड्रैग इट। गेट पिवट अलग तरीके से काम करता है, इसलिए कोई बात नहीं, हम इंडिविजुअल ले लेते हैं। आंसर आना चाहिए हमारा। सेंट्रल की जगह पे आपने यहाँ से सेल ले लेना है, एंटर कर देना है। यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप ऑल्ट इक्वल टू कर सकती हैं। अरे बाबा, यहाँ पर आप ऑल्ट इक्वल टू कर सकते हैं, एंटर कर सकती हैं, तो यहाँ पे आपका सम भी आ गया। तो सेम है, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई भी ऐसे सेंट्रल का डेटा देखना चाहती हूँ, तो देखो ये डेटा चेंज हुआ तो आपका डेटा भी यहाँ से चेंज हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नाउ सेलेक्ट योर डेटा एंड जस्ट इंसर्ट पे जाओ, बिकॉज अब तो ये नॉर्मल डेटा है। नॉर्मल डेटा में आप सभी चार्ट्स बना पाएंगी। तो आप एक्सटेंशन पे जाएं, उसके बाद ऑल चार्ट्स में जाएं, यहाँ से सनबर्स्ट ले लें एंड ओके कर दें। एंड आप देख पा रहे हैं सनबर्स्ट आपको, अरे बाबा एक सेकेंड, सनबर्स्ट आपको एक अच्छा दे पा रहा है। ठीक है, तो अभी ऑल्दो हमने सोचा नहीं था कि हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, लेकिन जस्ट बिकॉज हमें केपीआईज के थ्रू ही हमें सोचना पड़ेगा, तो हम लोगों ने यहाँ पे इसका कर लिया। बट मैं अब इसे डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि विजुअल रिप्रेजेंटेशन हम बाद में करने वाले हैं। तो हमने अपना डेटा प्रिपेयर कर लिया है। ठीक है, दिस इज़ फॉर द आपका जो रीजन वाइज था। तो मैं टेबल एनालाइज पे जाऊँगी, यहाँ पे जाऊँगी एंड यहाँ पे लिख दूँगी रीजन सेल। उसके बाद मैं एक और डेटा लेती हूँ यहाँ पे एंड कंट्रोल को होल्ड करती हूँ एंड जस्ट साइड में इसको कर लेती हूँ,
बिकॉज़ अब मुझे सिटी वाइज़ चाहिए, तो रीजन की जगह बस सिटी आ जाएगा, तो रीजन को इधर कर दो, सिटी को यहाँ पे कर दो। ये डेटा आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगर मान लीजिए मैं इसके लिए भी कुछ और बनाना चाहूँगी, तो मैं अभी से इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके अपने लिए चीज़ें ईज़ी कर लेती हूँ, ताकि बाद में मुझे दिक्कत ना आए। हमें क्या करना होता है, बस हमें हेडिंग चाहिए होती है, और उसके बाद हम फॉर्मूला तो खुद से लगा ही सकते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू, एंड आप अपना फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने के लिए आप इसे चूज़ करें, एंड यहाँ से अहमदाबाद जो लिखा हुआ है, इसे यहाँ से इरेज कर दें। इरेज करके यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ सेल देना होता है। आपने सेल दिया, एंटर कर दिया, तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ गया है, आपको बस ड्रैग करना है, ठीक है। और यहीं से ही अगर आपको प्रॉफिट वाला भी चाहिए, तो आप इक्वल्स टू कीजिए, एंड उसके बाद यहाँ आप जा सकते हैं। यहाँ पर जाने के बाद ने इसको सेलेक्ट किया, अहमदाबाद को यहाँ से ना इरेज कर दें। देखिए हम इरेज क्यों कर रहे हैं, ताकि हम ड्रैग कर सकें। और इन एनी केस अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ आती है ना, तो यू नीड टू लर्न अबाउट द सेल रेफरेंसिंग थिंग, बिकॉज वहाँ से आपके जितने भी फार्मूलाज लगाने की कैपेसिटी है ना, वो इंक्रीज हो जाएगी। आप उसके बाद फार्मूलाज रटेंगे नहीं, आपको आ जाएंगे। तो उसके लिए पार्ट 1 आप ज़रूर देखिए वहाँ से। ओके, तो ये हम लोगों ने काम कर लिया सिटी के लिए। मैं इस पर क्लिक करती हूँ, पिवट टेबल एनालाइज पे जाती हूँ, यहाँ पर मैं सिटी लिख देती हूँ। मैंने यहाँ पे सिटी लिखा, सिटी सेल। ओके, उसके बाद हम अपनी प्लानिंग में जाएंगे। मैंने आपको बोला था बार बार प्लानिंग पे जाना पड़ेगा। रीजन कर लिया, सिटी कर लिया। एक अब हम चैनल एंड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन वाला कर लेते हैं, एक एक करके सारे कर लेते हैं। एंड उसके बाद फिर हम विजुअलाइजेशन के टाइम पे सोचेंगे, अगर कुछ भी चेंजेस भी करने हुए तो विजुअलाइजेशन के टाइम पे उसमें चेंजेस कर लेंगे, लेकिन पहले डेटा तो प्रिपेयर कर लें। तो ऐसे केस में मैंने यहाँ पे डेटा प्रिपेयर कर लेना है। मैं जाऊँगी यहाँ पर, एंड उसके बाद मुझे एक और पिवट चाहिए होगा, तो डेफिनेटली मुझे एक और पिवट चाहिए होगा। तो कोई छोटा सा पिवट ले लेते हैं। एंड ओके, मुझे वैल्यूज़ उसमें भी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में भी मुझे जानना होगा। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में मुझे सिर्फ सेल्स जानना होगा, प्रॉफिट का मुझे कुछ लेना देना नहीं है उसमें, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर किसी में प्रॉफिट हम लेके ही चलें, लेकिन जहाँ आपको ज़रूरी लगता है वहाँ लेके चलें। यहाँ पे मेरा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन वाला क्या था, चैनल था, तो सेल्स चैनल लिया। और यहाँ पे हाँ, यहाँ हम डिस्काउंट ज़रूर ले सकते हैं कि कितना % हम डिस्काउंट देते हैं, ऑनलाइन कितना देते हैं, ऑफलाइन कितना देते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड इनसाइट। तो हम लोग वो ले सकते हैं, एंड साथ ही साथ में यहाँ पे नेट सेल ले सकते हैं। तो मैं सम ऑफ डिस्काउंट अमाउंट ले सकती हूँ, या परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ले सकते हैं ना, तो हम इसको भी हटा सकते हैं। डिस्काउंट परसेंटेज ले लिया, और साथ ही साथ में हमें नेट सेल्स लेना होगा, तो नेट सेल्स ले लिया। परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट को यहाँ नीचे किया, एंड यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था जो परसेंटेज वाली चीज़ें होती हैं वो सब में नहीं होती, वो एवरेज में होती है, तो हमने एवरेज ले लिया। तो यहाँ पर हम लोगों के पास एक और इनसाइट बन गया कि अगर ऑनलाइन और ऑफलाइन के दोनों की बात हुई, तो दोनों में ही हमने 99% डिस्काउंट दिया। मतलब अगर सेम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वहाँ पर हमें जो सेल मिल रही है वो कितनी मिल रही है। अगर मैं इसे भी करके देख लूँ, तो लगभग सेम सी ही है। ऑफलाइन की सेल हमारी ज़्यादा है, लगभग हम 50-50% कर रहे हैं दोनों जगह से, हमें दोनों जगह पे बेहतर रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो कंप्लीट किया वो हमारा किया कि हमारा पर्टिकुलर चैनल के अकॉर्डिंग हम कितना सेल कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आता है प्रोडक्ट कैटेगरी एंड सब कैटेगरी। जस्ट बिकॉज हमारे पास प्रोडक्ट कैटेगरी कितनी है पहले हम वो देख लें। अगर वो ज़्यादा है तो हम अलग अलग बनाएंगे, अगर वो कम है, मतलब 1 या 2 कैटेगरी है, 3 कैटेगरी है, तो हम प्रोडक्ट को उसके अंदर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको जस्ट साइड में कर लेंगे। ओह, बहुत साइड में हो गया ये तो। देखती हूँ कितना साइड में कर लिया मैंने। हाँ, अभी ठीक है, ठीक है। ऑल्ट और CA कर लिया ताकि ये बेहतर दिखे। अच्छा, मुझे क्या करना है, सेल्स चैनल तो नहीं चाहिए, प्रोडक्ट कैटेगरी चाहिए। कैटेगरी मेरे पास 1 2 3 4 है, और अगर मैं प्रोडक्ट देखूँ, मेरे पास प्रोडक्ट सब कैटेगरी कितना है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो बहुत ज़्यादा मेस हो जाएगा। बिकॉज़ मुझे पूरा डैशबोर्ड दिखाना है, तो कम से कम ऐसा तो दिखे जिसमें चीज़ें दिख रही हों। तो ऐसे केस में मैं इसे हटा देती हूँ, एंड यहाँ से मैं प्रोडक्ट कैटेगरी ले लेती हूँ। तो प्रोडक्ट कैटेगरी में मुझे दिख रहा है, एंड डिस्काउंट का परसेंट मैं हटा देती हूँ, एंड मैं यहाँ पे प्रॉफिट का ही ले लेती हूँ कि मुझे पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कौन सा कितना प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट मार्जिन हम यहाँ पे रख सकते हैं, एंड यहाँ पर ऑब्वियसली यू नो दिस थिंग कि अगर कोई चीज़ परसेंटेज है तो आपको उसका एवरेज लेना होगा। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं देखूँ, तो आपका होम डेकोर एंड ब्यूटी
लगभग सारे सेम ही दे रहे हैं, लेकिन होम डेकोर एंड जो ब्यूटी है वो आपको 24% देते हैं, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और में भी और बढ़ाया जा सकता है। जबकि हाँ, ये विच इज़ अ वेरी गुड इनसाइट जो कि हम लोगों ने बना ली है। उसके साइड में ही हम लोग प्रोडक्ट के लिए भी बना सकते हैं। तो हम लोगों ने अच्छा, हमने एक काम भूल गए, देखो, इसीलिए मैं खुद भूल जाती हूँ, इसीलिए मैं आपको भी बोलती हूँ कि आपने भूलना नहीं है। ये आपका क्या था, चैनल चैनल सेल थी, तो चैनल लिख लेते हैं हम, चैनल सेल। ओके, स्पेस नहीं देना, चैनल सेल। एंड इसमें हम लोगों ने लिख लिया था सिटी सेल, एंड इसमें हम लोगों ने लिख लेना है प्रोडक्ट कैटेगरी, कैटेगरी सेल। हम अपनी तरीके से भी नेम दे देते हैं सो दैट बार बार कंफ्यूज ना हो। सामने वाले का डेटा कुछ भी बोल सकता है वो, लेकिन अगर हमने अपने तरीके से नाम दे दिया तो हाँ, कम से कम हमें हम गलतियां नहीं करेंगे। नहीं, चलें, सेम हम लोगों ने उसके लिए बनाना है, प्रोडक्ट के लिए बनाना है। तो जस्ट कंट्रोल को होल्ड रखो एंड जस्ट ड्रैग इट। मैं कंट्रोल को होल्ड रख रही हूँ, उसको प्रेस करके रखो एंड ड्रैग कर लो। आपका कर्सर चेंज होते ही आपके पास आराम से जो पिवट है वो हो जाएगी। बार बार कॉपी पेस्ट तो ऐसे परेशान हो जाएगा इंसान। ठीक है, एंड आप यहाँ पे ले आए, आपका ये डेटा बन गया है। इन एनी केस अगर मुझे लगता है कि मैं कुछ और बना रही हूँ जिसमें मुझे इसका ज़रूरत पड़ेगा, मैं हैंड टू हैंड बना लूँगी, बिकॉज यहाँ पे मुझे लग रहा था ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है, तो मैंने अलग से बना लिया। अब हर किसी के लिए क्या बनाना, तो जब भी अगर मुझे विजुअलाइजेशन के टाइम पे ऐसे ज़रूरत पड़ा कि भाई ये वाला चार्ट तो मेरे पिवट में अलाउ ही नहीं कर रहा है, तो मैं उसको नॉर्मल में कन्वर्ट कर लूँगी। यू नो दिस थिंग कि हाउ कैन वी कन्वर्ट आवर पिवट डेटा इनटू द नॉर्मल डेटा, एंड वो भी डायनामिक वे से हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करके वो काम कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने, अगर मैं देखूँ प्लानिंग में जाकर, तो सब कैटेगरी वाला भी काम कर लिया है। उसके बाद ये पेमेंट मोड और डिलीवरी स्टेटस वाली चीज़ ही आती है। तो जल्दी से केपीआई में जाते हैं एंड एक छोटी सी और ले लेते हैं, एंड कंट्रोल को होल्ड रखा एंड जस्ट साइड में आप ड्रैग कर लीजिए एंड देखें। अरे ये तो बिल्कुल ही साइड में कर लिया मैंने, थोड़ा सा साइड में करें। हाँ ठीक है, एंड एक और कर ली, कंट्रोल को होल्ड रख के एक और करनी है कि इसको भी थोड़ा सा साइड में रख लें। देखिए, जब आपको साइड में इसी को ही करना है ना, तब तो आप नॉर्मल कर्सर, ये वाला कर्सर यूज़ करते हैं। जब नहीं बनानी होती है तो कंट्रोल को होल्ड कर लो, कर्सर चेंज हो जाता है, तब वो वाला करते हैं। ओके, एंड अभी हमें यहाँ पे क्या करना था, प्रोडक्ट्स कैटेगरी को तो हटा दो, एंड आपको करना था पेमेंट मोड। तो पेमेंट मोड वाला आपके पास यहाँ पे आ चुका है। परसेंटेज आप देख सकते हो, या फिर मैं अब ये हटा देती हूँ, सेल का ही ठीक है, सेल का ठीक है। एंड इसमें भी आप क्या कर सकते हो, शो वैल्यू एज करके आप दिखा सकते हो परसेंटेज ऑफ द ग्रैंड टोटल, कि पर्टिकुलर कार्ड से, क्योंकि मैं सेल का वो देख के क्या करूँ, मुझे बस ये पता होना चाहिए कि कौन से कितना जानना है, तो मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ। और सेम गोज विद दिस, पहले मैं इसे सेलेक्ट करती हूँ, मैं इसे यहाँ पर ले आती हूँ। हाँ ठीक है, इसका तो स्पेस ही वो कर रखा है, ठीक है, नॉर्मल। एंड मैं इसको हटा देती हूँ, एंड डिलीवरी स्टेटस है ये आपका, एंड प्रॉफिट में हटा देती हूँ ये। इसका अगर अमाउंट रखना चाहते हो तो आप अमाउंट रख सकते हो, वरना इसको भी शो वैल्यूज में, मतलब अगर अमाउंट में दिखना चाहते हो कि कितने के डिलीवर कर दिए, कितने के ट्रांजिट में है, कितने के रिटर्न में है, तो आप ये भी कर सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ से मैं नेट सेल को एक बार और ले लेती हूँ, एंड नेट सेल को यहाँ पे शो वैल्यूज करके परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल दिखा देती हूँ कि इतनी चीज़ ट्रांजिट में, इतनी रिटर्न में, इतनी डिलीवर में। बड़ा सदा हुआ बिजनेस है। हमने डेटा देखें, इट्स अ डमी डेटा, तो उसी अकॉर्डिंग बना हुआ है, लेकिन आपका डेटा ऐसा ज़रूरी नहीं है जैसे इसमें दिखा रहा, बहुत ज़्यादा स्टीप हाई भी हो सकता है और स्टीप लो भी हो सकता है, तो आपको डेटा कैसा भी मिल सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने, अगर मैं अपनी प्लानिंग की बात करूँ, तो हम लोगों ने सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से प्लान कर ली हैं, अभी ऐसा कुछ बचा नहीं है। अब जो बचा है, देखिए, अभी क्वांटिटी सोल्ड एंड यूनिट प्राइस, ये दो चीज़ और रह गई हैं। एक बार के लिए मैं देख लेती हूँ कहीं पे भी वो चीज़। अच्छा, यहाँ पे भी ये चीज़ आ सकती थी कि कितना क्वांटिटी है, या लेकिन हमने प्रोडक्ट में हम इसका इस्तेमाल कर सकते थे, प्रोडक्ट में कि कितना प्रोडक्ट का हमने क्वांटिटी बेच के, बिकॉज प्रॉफिट मार्जिन देख रहे हैं तो बिल्कुल वैसा ही आ रहा है। इसको हटाकर यहाँ पर हम क्वांटिटी सोल्ड रख सकते हैं कि हमने कितना क्वांटिटी सेल करके कितना अमाउंट कमाया, कर्टेन कितने बेचे कि इतना अमाउंट आया, फेस क्रीम कितनी बेची कि इतना अमाउंट आया, जैकेट कितनी बेची कि इतना अमाउंट आया, जीन्स कितनी बेची कि इतना अमाउंट आया। तो हाँ, यहाँ पर हम क्वांटिटी रख सकते थे, तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी का इस्तेमाल कर लिया। यूनिट प्राइस का एज सच कोई, अगर आप देखना चाहते हो कि कोई कस्टमर का अगर एवरेज ऑर्डर वैल्यू है, तो वो आप देख सकते हो। एक बार के लिए हम ये चीज़ चेक कर सकते हैं, एक बार के लिए कुछ एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो लेट मी जस्ट
हैव इट ओवर हियर। एंड मैं यहाँ पे कस्टमर नेम लेती हूँ, डिलीवरी स्टेटस हटाती हूँ, एंड यहाँ से नेट सेल्स भी हटाती हूँ, एंड ये भी हटाती हूँ, एंड यूनिट प्राइस लेती हूँ, एंड इसका ऑन एन एवरेज लेती हूँ कि ऑन एन एवरेज तो हर एक कस्टमर 1, 10, 100 और उसके बाद ये शुरू हुआ है, ठीक है। तो अगर उनका ऑन एन एवरेज वो कितना खरीदते हैं, एंड पहले जब सम था तब भी इतना ही आ रहा था, सम था तो, एंड एवरेज करने के बाद तब भी इतना ही आ रहा है। ओके, तो दैट मीन्स यहाँ पे यूनिक पार्टीज हैं, यहाँ पर यूनिक पार्टीज का डेटा लिखा हुआ है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर यूनिक पार्टीज नहीं होती तो मैं डेफिनेटली इस पॉइंट को ज़रूर कंसिडर करती। यूनिक पार्टीज का हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर हमें अभी के लिए इनिशियल लेवल पे हम लोगों ने अपनी KPIs बना ली हैं। अब जब हम अपना विजुअलाइजेशन करना शुरू करेंगे तो विजुअलाइजेशन के प्रोसेस में हमारे KPIs में काफ़ी चेंजेस आएंगे, तो वो ज़रूर देखेंगे। एक बार के लिए मुझे इसका नेम चेक करना है, मैं फिर भूल गई होगी कि नेम भी चेंज करना होता है। देखो मैं भूलती हूँ ना, तो मेरे को याद भी कर लेती हूँ खुद से, तो आप भी याद कर लें, ऐसे थोड़ी ना कि आप भी भूल जाते हो फिर हमें क्यों कहते हो। प्रोडक्ट सेल, ओके, तो आपने भी ऐसे ही याद करके कर लेना है, ठीक है, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। पेमेंट मोड, ओके, पेमेंट मोड, एंड उसके बाद आपका ये लास्ट आ गया है विच इज़ योर डिलीवरी स्टेटस। तो आप इसे कर सकते हैं यहाँ से, डिलीवरी स्टेटस, ठीक है, हो गया। यहाँ पर आपके सारे KPIs तैयार हो गए। एक बार इसे देखो, यहाँ पे देखो आपने कितनी टेबल्स बना ली हैं। यहाँ पे 1 2 4 ये रही, 5 6 7 8 9 10 11 12 12 यार 12 हम लोगों ने यहाँ पर पिवट टेबल्स बना ली हैं। चलें अब हम आगे अपने विजुअल रिप्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए KPIs ना सब कुछ बनाते बनाते भी कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं, तो मुझे अब जस्ट 1 सेकंड पहले ही याद आया कि हमारा डेट वाला तो हमने कुछ बनाया ही नहीं, ना क्वार्टर का बनाया ना मंथ का बनाया। तो मंथ का बना लेते हैं, क्वार्टर को हम लोग टाइमलाइन या इसमें रख लेंगे, तो वो ज़्यादा बेहतर काम कर जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से अब अपने KPIs में एक डेट वाला KPI और ऐड कर लेते हैं। यहाँ से हमें और कुछ नहीं करना है, हमें एक और बार पिवट लेना है। तो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया है, एंड यहाँ से मैंने अभी के लिए कंट्रोल को होल्ड करके इसको साइड में कर दिया है। तो ये मेरा यहाँ पर आ गया। अब मुझे सिर्फ क्या करना है ना, इस पर क्लिक करना है, पिवट टेबल एनालाइज पे जाना है, फिल लिस्ट को ऑन करके यहाँ से डिलीवरी स्टेटस में हटा देती हूँ, डिलीवरी स्टेटस में हटा देती हूँ, एंड उसके बाद मैं यहाँ से डेट को लेकर यहाँ पे ड्रैग करके लेकर आती हूँ। एंड वेट अ सेकेंड, ये डेट यहाँ पे इस तरीके से क्यों आ गई है? ओके, तो हमारे डेट में कुछ ना कुछ इशू है, बिकॉज हमारी डेट यहाँ पे नॉर्मल तरीके से आई है। लेट मी जस्ट जूम इट फर्स्ट, एंड मैं अगर इसे ग्रुप करने जाऊँ तो ये ग्रुप भी हो रही है या नहीं हो रही? नहीं हो रही है। तो हमें अपनी डेट को करेक्ट करना होगा। जैसे मैंने आपको बताया था, जब नॉर्मल डेटा आता है तब भी बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा डेटा करेक्ट नहीं होता, और अब KPI बनाते वक्त मुझे पता लग रहा है कि डेट करेक्ट नहीं है। तो ऐसे केस में कहीं ना कहीं वहाँ इशू ज़रूर होगा मेन डेटा में। तो हम मेन डेटा में जाकर चेक करते हैं। यहाँ पे मैं एक बार के लिए कॉलम इंसर्ट करती हूँ, एंड इसे चेक करती हूँ कि क्या ये, देखो फॉर्मेट तो मुझे सही दिख रहा है। तो फॉर्मेट के लिए एक बार के लिए मैं आपको चेक भी कराती हूँ। अगर इसका फॉर्मेट चेक करते हैं तो यहाँ से DDMMYYYY है, विच इज़ अ करेक्ट फॉर्मेट। तो मैं इसे चेक कर लेती हूँ कि ये नंबर है या नहीं है। कभी कभी ना ऐसा होता है कि टेक्स्ट के फॉर्मेट में होती है, तो हमने इसे किया एंटर, फॉल्स। तो ये नंबर फॉर्मेट में नहीं है, विच इज़ अ वेरी लाइक कि उसी में ही दिक्कत है। तो हम लोग पहले इसे नंबर फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं। मैंने इसे सेलेक्ट किया, उसके बाद डेटा टैब में गई, उसके बाद टेक्स्ट टू कॉलम लिया, टेक्स्ट टू कॉलम के बाद डिलिमिटेड लिया, उसके बाद नेक्स्ट किया। यहाँ से हमें पता है कि यहाँ पे इसे सेमी कॉलन में किया हुआ है, एंड यहाँ से हम लोग ओके हमने किया नेक्स्ट, एंड यहाँ पे डेट है ना, ये तो डेट को सिलेक्ट कर लो। DMY इज अ डेट, नॉट अ टेक्स्ट, नॉट अ जनरल, इट्स अ डेट। आप इसे सेलेक्ट करके आप इसे फिनिश कर दो। अब देखो ये सारे के सारे ट्रू हो गए हैं, दैट मीन्स अब ये कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। अब आपने कुछ नहीं करना, अपने KPI में जाना है, पिवट टेबल में जाना है, और यहाँ से आपने रिफ्रेश ऑल कर लेना है। रिफ्रेश ऑल करते ही अब आप यहाँ पे इसको बाहर कर दीजिए, दोबारा लेकर आ जाइए। तो यहाँ से अब आपका ये ग्रुप बनना चाहिए था। तो मैं एक काम करती हूँ, पिवट टेबल को डिलीट कर देती हूँ, एक और पिवट टेबल इंसर्ट कर लेते हैं, कंट्रोल के साथ होल्ड करके मैं जस्ट ड्रैग करके यहाँ ले, ओके,
मैंने पूरा नहीं किया, कंट्रोल ए एंड कंट्रोल सी एंड यहाँ पे कंट्रोल वी आ गया है। मैंने से यहाँ हटाया, डेट को मैं लेकर आई तो डेट अभी भी नहीं आ रहा है। ठीक है, डेट में अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो हमें चेक करना पड़ेगा। देखिए इस तरीके से ना हमें चेक करते रहना चाहिए, हमारे डेटा के अंदर कुछ भी मिस्टेक हो सकती है। तो हमने यहाँ पे जब चेक किया था तब तो ठीक आ रहा था, इक्वल्स टू इज नम टैब वैल्यू एंटर ट्रू आ रहा था। कहीं पे भी ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, सब जगह ट्रू ही है। तो हमारा फॉर्मेट भी एकदम करेक्ट है, DDMMYY, फिर तो ये आना चाहिए था। मैं इसे हटा देती हूँ एक बार के लिए। यहाँ पर हम KPIs में जाते हैं, रिफ़्रेश ऑल कर लेते हैं, दोबारा से जाके रिफ़्रेश कर लेते हैं। एक बार के लिए डेटा सोर्स भी चेक कर लेते हैं, डेटा सोर्स भी ओके है, ठीक है। उसके बाद मैं इसे हटा देती हूँ या तो वापस से लेकर आती हूँ। आ गया है दोबारा, देखिए आ गया है ना। अब हम क्या चाह रहे थे, मंथ वाइज आ जाए, तो ये मंथ वाइज आ गया। मैं डेट भी हटा देती हूँ, ये मंथ वाइज आ गया है। मंथ वाइज आपको सेल चाहिए, मंथ वाइज आपको प्रॉफिट चाहिए, मंथ वाइज कितनी क्वांटिटी सेल की है ये भी चाहिए हो सकता है। तो आपको जिस तरीके से जो भी चीज़ चाहिए कि हम मंथ वाइज कितना क्वांटिटी सेल करते हैं एंड हम मंथ वाइज कितना सेल करते हैं, हम ये रख लेते हैं। एंड जो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग अलग से डेटा लेबल में दिखा सकते हैं, ठीक है। तो डेटा लेबल वाली चीज़ तब आएगी जब हमारे विजुअल रिप्रेजेंटेशन आएगी। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे से नेट सेल्स 2 को हटा देती हूँ एंड इसकी जगह क्वांटिटी, बस क्वांटिटी, लेट मी चेक क्वांटिटी, ओके। तो यहाँ पे मैंने क्वांटिटी ले लिया, जन में हमने इतना क्वांटिटी सॉल्व किया, फेब में इतना क्वांटिटी सॉल्व किया, लेकिन ये क्वांटिटी सेम पैरामीटर में नहीं है, तो क्वांटिटी यहाँ पे नहीं दे सकते। नेट सेल ये लिया, यूनिट प्राइस अगर हम लेते हैं, हाँ जी, यूनिट प्राइस इनटू क्वांटिटी, नो, यूनिट प्राइस से भी बात नहीं बनेगी, प्रॉफिट का ही बात बन सकती है। देखो वैल्यूज़ में तो मेरे पास यही है, प्रॉफिट है और ये है, तो हम इसे सिंपल रखते हैं, हम इसे सेल रखते हैं और प्रॉफिट परसेंटेज भी हम डेफिनेटली रखेंगे, लेकिन उसे हम अलग तरीके से दिखाएंगे, ठीक है, उसे हम अलग तरीके से दिखाएंगे। और यहाँ पर भी हम लोगों ने नॉर्मल चीज़ें लिखी हैं, नेट सेल रखा है, कितना क्वांटिटी सेल हुआ है, ओके, एंड सेल एंड एवरेज परसेंटेज एंड नेट सेल रखा है, प्रॉफिट अमाउंट रखा है, ओके, नेट सेल रखा है, प्रॉफिट अमाउंट रखा है, ओके फाइन। तो यहाँ पर हमारे KPIs अब डेफिनेटली पूरे तरीके से कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद ना चलो अब हम स्लाइसर एंड टाइमलाइन पहले लगाएंगे और उसके बाद विजुअल रिप्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ेंगे। हमें ना स्लाइसर लगाने हैं हर जगह, तो जितनी चीज़ें हमने बनाई हुई हैं जिसमें पॉसिबल स्लाइसर होंगे वो लगा लेंगे और टाइमलाइन लगा लेंगे, ठीक है। तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर किसी भी पे क्लिक कर लेती हूँ, बिकॉज सभी में मुझे रिपोर्ट कनेक्शन करना है एंड पिवट टेबल समझते वक्त अब हमने रिपोर्ट कनेक्शन नहीं किया था, तो अब हम वो भी कर लेंगे। तो हमने इस पर क्लिक कर लिया है एंड यहाँ से हम एक स्लाइसर इंसर्ट करते हैं। हमें किस किस का चाहिए हम एक ही बारी में कर लेते हैं, तो देखो पढ़ते जाओ। रीजन का स्लाइसर चाहिए क्या, अगर पर्टिकुलर रीजन का जानना है एक बार के लिए करके देख लेते हैं, चाहिए होगा तो रख लेंगे वरना नहीं रखेंगे। सिटी का, पर्टिकुलर सिटी का तो क्या ही करेंगे, सिटी का नहीं करते हैं, ठीक है। सेल्स चैनल का हाँ बिल्कुल चाहिए, प्रोडक्ट कैटेगरी का हाँ बिल्कुल चाहिए, सब कैटेगरी का जानने को जान सकते हो, बट कोई ऐसे सच मैंडेटरी नहीं है। तो हम प्रोडक्ट का सब कैटेगरी का भी ले लेते हैं, एक काम करते हैं एंड यहाँ से फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा पेमेंट मोड का डेफिनेटली, डिलीवरी स्टेटस का डेफिनेटली, एंड बस इतने टाइमलाइंस का, इतने ही हमारे स्लाइसर्स काफ़ी हैं। तो हम लोगों ने क्या करना है, इन्हें एक एक करके एडजस्ट कर लेना है। मैं अभी साइज़ डिक्रीज़ क्यों नहीं कर पा रही हूँ, बस साइज़ डिक्रीज़ करो एक बार के लिए अपनी शीट का और इसे एडजस्ट कर लो, देखें। एंड पता है बाय डिफ़ॉल्ट बस हम चाहते हैं कि हमारा जो चार्ट बने वो पूरा इंटरेक्टिव बने, तो इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जब हम रिपोर्ट कनेक्शन बनाएंगे, क्योंकि हम तो चाहते हैं ना कि वो सभी से ही वो रहे। तो इसको जितना आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ओके। एंड मेरे पास इतने सारे स्लाइसर्स आ गए हैं, ठीक है। किस कलर में करना है, क्या करना है, वो उसी टाइम सोचेंगे जब विजुअलाइजेशन करेंगे, बिकॉज कलर की बेहतर क्लैरिटी मुझे तभी आएगी जब मेरा विजुअलाइजेशन में होगा। एक चीज़ और रह गई थी विच इज़ सिटी ना, तो सिटी का भी एक कर ही लेते हैं, क्या उसको छोड़ना। तो यहाँ पे सिटी का भी लेते हैं एंड
अभी के लिए कर लेते हैं सभी का, एंड बाद में अगर इन एनी केस हमें नहीं लगता कि हमें नहीं रखना सिटी का तो मत रखना, अभी के लिए कर लिया, ठीक है। अब रिपोर्ट कनेक्शन कैसे करते हैं, देखो अभी अगर मैं रीजन पे क्लिक करती हूँ तो ये सारे निकले यहाँ से, रीजन पे क्लिक करती हूँ तो ये तो चेंज, ये भी चेंज, बाकियों में कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ा, देखो कुछ चेंज नहीं हो रहे, तो ये काम नहीं करने। ऐसा कुछ करना है कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँ एंड बाकी सभी में फ़र्क पड़े। तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ से आप क्या करेंगे, रिपोर्ट कनेक्शन में जाएंगे। एंड अभी तो देखो वैसे तो नेम लिख कर आ रहा है, इसलिए नेम लिखवाती हूँ, कैटेगरी वाइज चैनल वाइज सभी में ही ऑन करनी है, तो अभी हमें सोचने की नीड नहीं है। जब हमें सभी में ऐड नहीं करने होते, किसी पर्टिकुलर से इसको ऐड करना होता, तो यहाँ पे हमें नाम बहुत काम आते कि हम डायरेक्टली उस पिवट में जाकर इसे ऐड कर सकते हैं, एंड ओके कर दो। ये सेम प्रोसेस अब देखो सब में काम किया, देखो इसमें भी काम कर रहा है, इसमें भी काम कर रहा है, देखो अभी इसमें भी काम कर रहा है, मैं क्रॉस कर देती हूँ, देखो सब डेटा आ गया, तो इसका मतलब ये सभी में काम कर रहा है। ओके, ठीक वैसे ही आपको जो रिपोर्ट कनेक्शन है वो सभी में आपको बनाने पड़ेंगे। हाँ, रिपोर्ट कनेक्शन हमें सब में एक एक करके बनाने पड़ते हैं, आपको जिससे भी कनेक्शन, ध्यान रखना कोई पता लगे कुछ इसमें रह गया है, अगर किसी एक से भी कनेक्शन बिल्ड नहीं हुआ तो वो उस पर वर्क नहीं करेगा, आपका स्लाइसर उस पर नहीं चलेगा, ठीक है। तो ध्यान देना है और हमारे सभी स्लाइसर्स को यहाँ पर जोड़ देना है रिपोर्ट कनेक्शन से। एंड ठीक वैसे ही अभी हम लोग एक टाइमलाइन भी ऐड करने वाले हैं, टाइमलाइन के साथ भी हम सेम ही सिनेरियो रखने वाले हैं। तो हम टाइमलाइन का करेंगे, इसको ऑन कर देंगे, एंड यहाँ से हमने अभी सारे स्लाइसर ले लेने हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट, आई नो इट्स अ टायरिंग प्रोसेस, मुझे खुद को भी ऐसा लगता है कि को जाकर मुझे करना पड़ रहा है, लेकिन करना तो पड़ेगा, हमें रिजल्ट भी तो चाहिए, और कितना काम आसान कर रहा है, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा काम मुश्किल बेशक लग सकता है, लेकिन काम आसान ही तो हो रहा है, देखिए, ठीक है। राइट क्लिक करें, रिपोर्ट कनेक्शन, एंड हियर वी गो। देखें ये हमने ये वाला भी कनेक्ट कर दिया, ये वाला भी कनेक्ट कर दिया, आई गेस ये वाला बच जाता है रिपोर्ट कनेक्शन के लिए। तो हमने सारे कनेक्शन रिपोर्ट कर दिए हैं, आप धीरे धीरे सारे के सारे ऑन कर लें। अगर आप मेरे साथ साथ पढ़ रहे हैं, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इट विल बी ग्रेट, क्योंकि फिर आप मेरे साथ साथ ही ये सारी चीज़ें कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको ये बोरिंग नहीं लगेगा, बल्कि ऐसा लगेगा कि मैम आप धीरे करो, हमारी स्पीड इतनी नहीं है, ठीक है। आपने बस ये सारे सेलेक्ट करने हैं, ओके कर देना है। अब देखो मैं ऑनलाइन ऑफलाइन कर रही हूँ, मैं ये लखनऊ कर रही हूँ, मैं ये सेलेक्ट कर रही हूँ, मैं कुछ भी सेलेक्ट कर रही हूँ, तो यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। मैं सब में क्रॉस कर देती हूँ, किसी में भी कुछ भी फिल्टर नहीं रहना चाहिए, तो मैंने सब में क्रॉस कर दिया है, एंड हियर वी गो। तो हमारे पास ये इतने सारे स्लाइसर्स आ गए हैं। ठीक वैसे ही जैसे स्लाइसर ऐड किए हैं, वैसे ही हम लोग टाइमलाइन भी ऐड कर सकते हैं। हमें ऑटो सेव ऑन कर देना चाहिए, एंड ऑटो सेव अवेलेबल नहीं है, वाई इट इज इनकी इसमें ऑटो सेव अवेलेबल नहीं है, क्यों, ऐसा क्यों कह रहा है वो, उसको हम बाद में चेक कर लेंगे। अभी ऑटो सेव ऑन हो गया है ना। अभी हमें टाइमलाइन और ऐड करना है, तो मैं जाऊंगी यहाँ पे पिवट टेबल एनालाइज पे जाऊंगी, एंड यहाँ से इंसर्ट टाइमलाइन ऑन करके डेट को ऑन करके ओके कर देंगे। तो ये टाइमलाइन भी ज़रूरी है हमारे लिए, तो हमने यहाँ से टाइमलाइन भी ले लिया है, एंड इसको भी रिपोर्ट कनेक्शन से सबसे जोड़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इसमें अच्छा है, टाइमलाइन तो एक ही हो सकती है ना जो टाइम से रिलेटेड हो, तो यहाँ पर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और यहाँ पर आप सबसे उसे कनेक्ट कर लेंगे एंड ओके कर दीजिए। अब देखो आप सितंबर करते हो तो सितंबर का डेटा देखो जहाँ जहाँ होगा तभी आएगा, कहीं नहीं है सितंबर का डेटा, कहीं पे भी नहीं है। 2024 है ना, ओके 2023 में आएगा, हमने एक डमी डेटा लिया हुआ है, देखो अभी आ गया डेटा, देखो। तो इसका मतलब वो सभी पे काम कर रहा है, अभी इससे पहले कोई चीज़ नहीं आ रही थी, अब सब पे आ रहा है। अब मैंने ऐसा कर दिया तो देखो पीछे तक सभी डेटा चेंज हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपके स्लाइसर भी वर्किंग है, आपके टाइमलाइन भी वर्किंग है, पूरा ये वर्किंग हम लोगों ने बना लिया है। अब बस हमें क्या करना है, हमें विजुअल्स बनाने हैं, बहुत आसान। चलें अब हम अपने विजुअल्स की तरफ बढ़ते हैं। हमने बना लिया, टाइमलाइन बना लिया। अब एक काम करो, अपनी स्क्रीन को बिल्कुल ऐसे करके इन्हें ना कहीं पे और पे शिफ्ट कर दो, थोड़ा नीचे की तरफ, क्योंकि अभी आप विजुअल्स बनाओगे ना तो ये डिस्टर्ब करेंगे, और वैसे भी हमें कनेक्ट करना था, वो कनेक्ट हो चुके हो, तो प्लेस अगर कुछ भी हो वो आपको थोड़ी ना कुछ इशू देंगे। तो इसको यहाँ पर लाकर यहाँ पर इन्हें शिफ्ट कर लो, जब विजुअलाइजेशन हो जाएगा तब हम इनको याद करेंगे, तब तक इन्हें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर आएँ और विजुअल्स पे ध्यान दें। शुरू करते हैं, तो जैसे हमारे KPIs बनाए थे ना, तो वहीं से ही हम लोग विजुअलाइजेशन शुरू करेंगे, ओके।
तो सबसे पहले हमें जो विजुअलाइजेशन करना होगा वो टोटल सेल का करना होगा। तो उसके लिए हमें कार्ड बनाना पड़ेगा, जो कि पावर बीआई में तो डायरेक्टली बन जाते हैं, पता है। तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। आप इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से शेप को ले लेंगे, जस्ट गिव मी अ मिनट, एंड हमें अपना हाइलाइटर ले लेना चाहिए। यहाँ से हम लोग शेप्स में जाएंगे। शेप्स में जाने के बाद आपको जो फर्स्ट दिखता है वो आपका टेक्स्ट बॉक्स होता है, आप उसे ले लीजिए और यहाँ ड्रॉ कर लीजिए। अब देखिए, मुझे ये वाली चीज़ जो सेल में अमाउंट दिख रहा है मुझे यहाँ पर चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे इक्वल्स टू लगाती हूँ, उसके बाद इस सेल को लेती हूँ और एंटर करती हूँ, तो ये नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो मैं अभी तक आपको समझाती हुई आ रही थी कि पिवट ना बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगाता है, वो हर एक चीज़ को काम करने को अलाउ नहीं करता, वो कुछ कुछ चीज़ों को ही अलाउ करता है व्हेन इट कम्स टू द विजुअल रिप्रेजेंटेशन। तो ऐसे केस में हमें करना क्या होता है, बहुत सिंपल सी चीज़ करनी होती है कि हमें अपने डेटा को नॉर्मल डेटा में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पर जब भी हमने पिवट में अपने डेटा को नॉर्मल डेटा में कन्वर्ट किया था, तो आपको पता था कि हमें क्या करना होता था, सिर्फ इक्वल्स टू लगा के हमें फॉर्मूला लिखना होता था। तो वही काम हम करेंगे। यहाँ तो सिंगल अमाउंट है, कुछ और ड्रैग वगैरह भी नहीं करना, तो यहाँ पे हमें और कुछ सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ एक इक्वल्स टू लगा के हम लोग इसको दे सकते हैं और एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है। अब जो ये वाला अमाउंट है, ये जैसे ही चेंज होगा, मान लो मैं नेट सेल्स ये इसको हटा के, अच्छा नहीं हटा सकती हूँ, सिटी को और ऐड कर देती हूँ एंड ये हटा देती हूँ, तो देखो यहाँ पर काउंट ऑफ सिटी आ गया है। ओके, यहाँ पे रेफरेंस चला गया क्योंकि यहाँ पे टोटल सेल लिया हुआ है। ओके फाइन, लेकिन बात ये है कि जैसे ही मैं टोटल सेल वापस से लेती हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट, हमने ये ले लिया और ये हटा दिया, तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कुछ भी चेंजेस होने पे, अमाउंट में अगर चेंजेस हो गया और वो टोटल सेल में ही है क्योंकि कार्ड ये टोटल सेल का है, तो यहाँ पर चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इसके अंदर ले सकते हैं। तो हम अपने टेक्स्ट बॉक्स में गए, यहाँ पर कर्सर हमारा अंदर है, तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला बार में लिखना है इक्वल्स टू एंड दिस अमाउंट। अब आप एंटर कर दीजिए, तो देखो ये इसके अंदर अमाउंट आ गया है। अगर ये अमाउंट चेंज होता है तो ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी चेंज हो जाएगा। अब सेम काम, सेम टेक्स्ट बॉक्स मुझे सभी के लिए चाहिए। बाद में प्लेसमेंट के टाइम पे सोचेंगे कि मुझे सबके लिए वो करना है या नहीं करना। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड रखती हूँ एंड जस्ट ड्रैग इट। तो एक यहाँ पे आ गया, कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड रखो, जस्ट ड्रैग इट, कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड रखो, जस्ट ड्रैग इट, ठीक है। ओके, यहाँ पर सभी का एक एक सेल के ऊपर ही उनका टोटल ले लो, बिकॉज जहाँ पे भी जो चीज़ आएगी ना, एक सेल के ऊपर ही लेंगे ताकि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हो जाए और चीज़ें हमें सही से लगे। इसका जो टेक्स्ट बॉक्स है थोड़ा ऊपर आप शिफ्ट कर सकते हो, सो दैट आपका यहाँ पे बॉक्स पूरा दिखे। तो आपने वही करना है, इक्वल्स टू दिस सेल एंटर, यहाँ पे भी कर लेना वही, इक्वल्स टू दिस सेल एंटर। टेक्स्ट बॉक्स में हम ऐड कर लेंगे, कोई बात नहीं, और यहाँ पे भी वही करना है, इक्वल्स टू दिस बॉक्स एंटर। तो यहाँ आ गया। यहाँ के टेक्स्ट बॉक्स कहाँ चले गए हैं, पता ही नहीं लगा कब चले गए। तो हम लोग एक बार और ले लेते हैं ड्रैग करके, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब यहाँ पर आप इक्वल्स टू में सीधा ये वाला अमाउंट दे दीजिए, एंटर। अब यहाँ वाले में इक्वल्स टू में बस आपको जाकर फॉर्मूला चेंज करना है। आपको इक्वल्स टू में हमारे ये वाले सेल देने हैं सो दैट यही वाला टोटल आए। तो आपने छोटा छोटा काम करना है और यहाँ पर आपने 4 कार्ड बना लिए हैं, ठीक है। 4 कार्ड बना लिए हैं आपने, अपना विजुअलाइजेशन यहाँ पे तैयार कर लिया। कलर वगैरह वहाँ के लिए तब सोचेंगे, अभी के लिए बेसिक चीज़ें हो जाए। क्यों नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर किस तरीके का अच्छा लगेगा डैशबोर्ड में, वो पूरी थीम के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हम पूरा का पूरा जो फोकस करेंगे वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन पे करेंगे। तो अभी हम लोगों ने ये 4 कार्ड बना लिए हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ, पावर पिवट टेबल एनालाइज पे जाती हूँ, तो मुझे पता लगता है ये रीजन सेल है। रीजन सेल के अंदर 2 चीज़ है, नेट सेल एंड प्रॉफिट है। तो हम लोगों ने अभी चार्ट में सीखा था कि जब भी हमें प्रॉफिट दिखाना होता है तो हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग दिखाते हैं, और नेट सेल्स जो कि हमारा अमाउंट है, तो हम लोग चाहें तो इसमें कॉम्बो चार्ट बना सकते हैं, जिसके अंदर एक तो नेट सेल्स जो होगा वो हमें बार के फॉर्म में दिखेगा और जो प्रॉफिट है वो हमें ट्रेंड के अकॉर्डिंग दिखेगा। तो यहाँ पर वो 2 चार्ट बनाने में दिक्कत ना आए, इसीलिए मैं यहाँ से इस डेटा को इस्तेमाल कर लूँगी। उसके बाद मैं इंसर्ट में जाऊँगी एंड यहाँ से मैं एक नॉर्मल कॉलम चार्ट ले लूँगी। अभी कॉलम चार्ट में ये एक साथ आ रहे हैं दोनों, बट मुझे इस तरीके से नहीं चाहिए, चाहिए तो एक साथ ही, लेकिन दूसरा वाला सेकेंडरी एक्सेस बनाकर हम उसमें काम करेंगे। देखिए इस चीज़ को ना हम बहुत ही डिटेल में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना, तो इसलिए हम ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे इनमें, ठीक है। ऐसे बिल्कुल स्क्रैच से थोड़ी ना कर रहे हैं, ये चीज़ें हम करके आए हैं, हमें पता है, बट कुछ चीज़ें हमें करना होगा वो हम कर लेते हैं।
चार्ट टाइटल के अंदर भी वही वाली बात आती है। अगर आप यहाँ पे टोटल लिखना चाहते हैं कि टोटल आपका रीजन का सेल कितना है, या तो आपका जितना भी टोटल है वो यहाँ आएगा। देखिए, अगर मैं यहाँ से फिल्टर लगा दूँ, सिर्फ ईस्ट का चाहिए हमें या फिर किसी का भी चाहिए, तो यहाँ पे टोटल जो आएगा, यहाँ पे टोटल चेंज हो जाता है। ओके, हमें F13 से, जस्ट बिकॉज बीच में रेफरेंस है, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से तो नहीं दे सकते, बट ये वाले टोटल ले सकते हैं हम। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर, अगर मैं कंट्रोल Z करती हूँ तो पूरा अमाउंट आ गया। यहाँ पर मैं इक्वल्स टू आपका ये वाला सेल ले लेती हूँ एंड एंटर कर देती हूँ, तो ये अमाउंट एज इट इज़ रहेगी। अब आप एक काम करें, यहाँ पे फिल्टर लगा के देखें, इसे सेंट्रल का लेके देखें, तो जो टोटल यहाँ आ रहा है वो टोटल यहाँ पे आ रहा है, तो मैं यहाँ का टोटल तो ले सकती हूँ। ठीक है, अगर मैं टोटल दिखाना चाहूँ तो बेसिकली चार्ट टाइटल में अगर मैं लिखना चाहती हूँ कि मेरी टोटल सेल कितने की हुई है, एंड मैं इसे कॉमा से दिखा देती हूँ एंड इस तरीके से, तो मुझे पता लग जाएगा हर रीजन में टोटल सेल कितनी है। अगर मैं वहाँ पे स्लाइसर लगा दूंगी तो टोटल कितना बन रहा है वो मुझे को आता रहेगा। तो ये एक बेटर ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, चार्ट टाइटल में हम लोगों को एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पर लगाएंगे इक्वल्स टू टेक्स्ट टैब, उसके बाद हम लोग वैल्यू देंगे विच इज़ योर, कौन सा वाला वैल्यू, या फिर हम डायरेक्टली भी दे सकते हैं। हम तो हमें पता है ना टेक्स्ट बॉक्स का ये है, तो हमें काम करते हैं, इसको दिया और एंटर कर दिया, तो ये वैल्यू आ गया, दैट इज़ द टोटल ऑफ योर सेल्स। ठीक है, तो वो आपको दिखेगा, लेकिन ये ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे, लिखेंगे टोटल सेल इज, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमास बंद करेंगे, एंड लगाएंगे, उसके बाद हम लोगों को ये वाला सेल देना है, बट डायरेक्टली ये सेल नहीं दे पाएंगे, इसलिए टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, टैब करेंगे, वैल्यू देंगे। वैल्यू हमारा कौन सा है, ये वैल्यू है, इसमें फॉर्मेट 0 रखेंगे क्योंकि हमें वैल्यू के फॉर्मेट में चाहिए, और आप इसे बंद कर देंगे, एंटर कर देंगे। देखें, एक बार के लिए फॉर्मूला यहाँ पे लगाती हूँ मैं, इक्वल्स टू द टोटल सेल इज, फिर हमने लिया ये एंड लगाया, अच्छा इसके बाद एक स्पेस भी दे दो, यहाँ पे टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाया, टैब किया, वैल्यू दिया, कॉमा किया, 0 किया, दिस इज ऑफ किया, एंटर किया, तो ये तो आ रहा है। एक काम करें, इसे कॉपी कर लें आप, ये कर लिया, उसके बाद आप यहाँ वाला जो चार्ट टाइटल है ऑन करें, चार्ट टाइटल आ गया, उसके बाद यहाँ पर आप पेस्ट करें और एंटर कर दें, तो ये नहीं ले रहा है, ये नहीं ले रहा है, कह रहा है टेक्स्ट फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा। ओके, हम डायरेक्टली ये लगा के देखते हैं, क्या ये ले लेगा, नहीं, ये भी नहीं ले रहा है। तो ठीक है, हम लोग डायरेक्टली टोटल लगा लेते हैं, कोई दिक्कत हो ना है। हम लोगों ने इक्वल्स टू किया एंड यहाँ पर हमारा ये आ गया। ठीक है, हमारा यहाँ टोटल आ जाएगा। अब हम चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। हमें इसे सेकेंडरी एक्सेस बनाना है सम ऑफ प्रॉफिट को, तो हमने राइट क्लिक किया, चेंज सीरीज चार्ट टाइप किया, यहाँ से इसे सेकेंडरी एक्सेस बनाया और यहाँ से इसको क्लस्टर ले लिया एंड ओके कर दिया, तो ये ऐसे आ गया है। थोड़ा सा कलर वो कर लेते हैं, बिकॉज हमने जो कलर सोचे थे वो हमने सोचा था शेडिंग में ही लेंगे। तो अगर मैं बात करूँ इस वाले की, एंड कलर पैलेट में जाके मोनोक्रोमैटिक कलर्स लेने का सोचा था, तो मोनोक्रोमैटिक कलर्स ले लेते हैं एक बार के लिए, अभी के लिए रख लेते हैं, अगर बाद में चेंज करने का नीड हुआ तो हम बाद में भी चेंज कर लेंगे। इसको एज इट इज़ रख लेते हैं। एंड लाइन की अगर मैं बात करूँ तो लाइन में भी अगर हम देखें, रुकिए, तो हम लोग इसे, नहीं, ये वाला अच्छा लग रहा था, हम ब्लैक ले सकते हैं एंड इन पॉइंट्स को, पॉइंटर्स को हम यहाँ से ब्लैक कर सकते हैं, ब्लैक फिल कर सकते हैं, दैट्स लुक बेटर, मुझे काफ़ी बेहतर लग रहा है ये। तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं। साथ ही साथ में अब मैं लेजेंड्स ऑफ कर सकती हूँ, बिकॉज हमें पता है कि जो हमारे बार्स हैं वो हमें क्या दिखा रहे हैं, और जो हमारी लाइनें हैं वो हमें क्या दिखाएगी, ग्रिड लाइन्स ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, हमारे एक्सेस टाइटल को हम लोग थोड़ा सा बोल्ड कर सकते हैं, करना चाहें तो इनको आप सेलेक्ट करो और बोल्ड कर लो। ठीक है, हाँ, और इसमें अगर आप कुछ फिल करना चाहो तो फिल भी कर सकते हो। ठीक है,
तो ये काफ़ी अच्छा एक रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, ये मुझे बेहतर लग रहा है, तो हमने इसे इस तरीके से तैयार कर लिया है। चलें, यहाँ पर हम लोगों ने रीजन वाली सेल का जो रिप्रेजेंटेशन है उसे कंप्लीट कर लिया है। अब हम जो बढ़ेंगे वो यहाँ पर सिटी की तरफ बढ़ेंगे। अगर मुझे सिटी का कोई दिखाना है कि किस तरीके से है, तो वो हम कैसे दिखाएंगे? तो वो मैंने सभी के लिए बना के तो रख लिया था कि मुझे सिंपल डेटा में भी चाहिए, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक तो मैं टोटल ले सकती हूँ और सम ऑफ प्रॉफिट को भी हम किसी ना किसी तरीके से दिखाएंगे अलग तरीके से, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे सेल दिखानी है। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने डेटा लेबल नहीं दिखाए हैं, तो अगर हम डेटा लेबल भी दिखाना चाहें तो हम दिखा सकते हैं। हम राइट क्लिक कर सकते, लाइक इसको प्लस करके डेटा लेबल्स में जाकर एंड यहाँ पर मोर ऑप्शंस में जाकर यहाँ पर शो वैल्यूज़ और वैल्यू फ्रॉम द एनी सेल, इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। लेकिन अभी हमें जो है वो परसेंटेज में दिखाने की इच्छा है, तो सबसे पहले तो मैं इसे ऑफ़ कर देती हूँ। डेटा लेबल्स इसके तो ऑफ़ ही कर दिए। हमें यहाँ पे परसेंटेज में मिल रहा है क्या? नहीं, ये नहीं मिल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। हम यहाँ पे जाएंगे, एक बार के लिए डेटा लेबल ऑन कर लेंगे, एक बार के लिए परसेंटेज का पता लग जाए यहाँ वाले के लिए। नहीं हो रहा, ठीक है, कोई बात नहीं। हम इसे ऑफ करेंगे यहाँ से एंड यहाँ पर इसको राइट क्लिक करके शो वैल्यू एस करके परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल दिखाते हैं। अब देखो, अब जब मैं इसका डेटा लेबल ऑन करूँगी, या मुझे इस वाले का ऑन करना है। ओके, ये चार्ट जो है वो इससे बना हुआ है और हमारा सम ऑफ प्रॉफिट ये चेंज नहीं हुआ है, जबकि हमने रीजन में E13 दिखाया हुआ है विच इज़ दिस, एंड यहाँ पे चेंजेस होने पे आना तो चाहिए था। ओके, ये परसेंटेज के फॉर्मेट में नहीं है, अब हो जाएगा। तो ये आ गया है, इसको जो है हमें थोड़ा सा की तरफ करना है, कॉल आउट फॉर्मेट में कर लेते हैं इसे। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, डेटा लेबल में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, डेटा कॉल आउट के फॉर्म में करेंगे, नहीं अबव करेंगे, नहीं राइट लेफ्ट सेंटर, थोड़ा सा ध्यान से करना चाहिए इसे, हम यहाँ से कर ही रहे हैं। डेटा लेबल ले लिया, इसे किया बोल्ड एंड इन्हें ना कलर करते हैं किसी तरीके का ना, येलो, नहीं नहीं नहीं, ये ठीक है। हमने इनको जस्ट बिकॉज थोड़ा सा ही था तो हमने खुद से ही एडजस्ट कर लिया इन्हें, ताकि वो अच्छा दिखे। तो देखो ये अभी अच्छा दिख रहा है, इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। अगर ये आपसे साइड में ना हो रहा ना, तो इस तरीके से जूम करके फिर साइड में करना, फिर आराम से हो जाएगा। फिर वहाँ पे आप स्पेस देख पाओगे, जैसे इधर देखो अभी आराम से हो पा रहा है, देखो ठीक है, बहुत ही प्रिटी लग रहा है। अब मुझे इसमें कोई भी कमी नहीं लग रही। हल्का सा 19 को ऊपर करने की नीड है बिकॉज हर किसी में स्पेस है। हल्का सा 19, अरे 19 क्या कर रहे हो भाई? हाँ, इतना ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि मुझे इतना परफेक्ट करना है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वहाँ पर डैशबोर्ड के टाइम पे वो उतना सुंदर नहीं लगेगा। तो अभी देखो वो कितना प्यारा लग रहा है, कितना प्यारा चार्ट बन के आपका तैयार हो गया। तो ठीक वैसे ही अब हम लोग सिटी के लिए भी बनाने वाले हैं। सिटी के लिए जो मैंने सोचा था वो बार चार्ट सोचा है, बिकॉज बार चार्ट एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन देगा। तो हमने इसको सेलेक्ट किया, पिवट टेबल एनालाइज में गए, पिवट चार्ट में गए एंड यहाँ से बार चार्ट ले लेते हैं एंड हम लोग यहाँ पे ओके कर देते हैं। बार चार्ट लेने के बाद देख लेते हैं, अगर कुछ अच्छा नहीं लगता है तो हम कुछ और बना लेंगे। ऐसा कुछ कंपल्जन नहीं है। अगर ये मैंने पिवट से ही बना लिया तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ लेजेंड्स को ऑफ कर देते हैं। लेजेंड्स में मुझे पता है कि ऑरेंज जो है वो आपका अमाउंट में दिखा रहा है। अगर हम इसे राइट क्लिक करके चेंज सीरीज चार्ट टाइप करते हैं और सम ऑफ प्रॉफिट को सेकेंडरी एक्सेस बनाकर इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है, तो प्रॉफिट हमारा फ्लो जो दिख रहा है ना वो इस तरीके से दिखेगा, विच इज़ नॉट गुड। वो उतना अच्छा नहीं लग रहा है अगर देखा जाए।
एरिया वाइज ना, नो, ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो एक तो हम इसे डिलीट करते हैं कि हमें ये बार चार्ट ही नहीं अच्छा लग रहा। दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ एरिया वाला बना के देख सकते हैं। तो हम एरिया वाला हमें पिवट में तो अलाउ करेगा नहीं, क्योंकि हम अगर पिवट चार्ट में जाकर एरिया को लेते हैं तो ये हमें बनाने दे रहा है। दैट्स ग्रेट। अगर वो बनाने दे रहा है तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता था कि उसने बनाने दिया हमें। हम लोग यहाँ से अपनी ग्रिड लाइन भी ऑफ करते हैं, हमारा लेजेंड्स भी ऑफ करते हैं। यहाँ से हमें काफ़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन मिल गई है, लेकिन हम लोगों को जो बनाना था वो ये नहीं बनाना था। तो मैं चेंज चार्ट टाइप करती हूँ, रुको। चेंज चार्ट टाइप में हम ये वाला लेते हैं एंड ओके करते हैं। एंड यहाँ से राइट क्लिक करके चेंज चार्ट टाइप करते हैं। सॉरी, चार्ट टाइप चेंज नहीं करना हमें, चेंज सीरीज चार्ट टाइप, चेंज चार्ट। और यहाँ पे इसको सेकेंडरी एक्सेस दिखाते हैं और यहाँ पे इसे इस तरीके से दिखाते हैं कि किस तरीके से हमारा प्रॉफिट भी फ्लो हो रहा है। ठीक है, हमने ओके कर लिया। ये तो दोनों चेंज हो गए हैं, हमें वापस से चेक करना पड़ेगा। ओके, दोनों चेंज हो गए हैं। हमें चेंज सीरीज चार्ट टाइप करना था, नहीं, हमें सिर्फ इसको चेंज करना था। इसको तो हमें वैसा ही रखना था। ओके, हाँ, दैट्स लुक बेटर। हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। हमारी अभी जो थीम चल रही है वो डार्कर थीम चल रही है, तो हम इसे डार्क चारकोल ग्रे रख रहे हैं। इसको हम लोग सारे को ब्लैक रख दे रहे हैं, पॉइंट्स को। एंड ये जो लाइन है इसमें जो हम फिल कर रहे हैं वो मस्टर्ड कलर फिल करना चाह रहे हैं हम। तो एक काम करते हैं, हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से फॉर्मेट डेटा सीरीज डेटा पॉइंट पे जाएंगे। एंड यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाता है लाइन के लिए। हमें सॉलिड लाइन चाहिए, लेकिन उसका जो कलर है ना, हमें मस्टर्ड चाहिए। हमें कंप्लीट का चाहिए था। हाँ, अभी ठीक है। हमें लाइन में सॉलिड लाइन चाहिए और उसका जो कलर है हमें मस्टर्ड चाहिए। तो ये एक बेहतर रिप्रेजेंटेशन मुझे लग रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन ये कलर और इस कलर में थोड़ी सी सिमिलैरिटी होनी चाहिए, तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ करेंगे तब, ताकि सारे जो चार्ट्स हैं वो अलाइंड लगें। अभी मुझे इनके भी पॉइंटर जो आउटलाइन है ना, वो आउटलाइन मुझे नो आउटलाइन चाहिए वैसे तो, या ब्लैक आउटलाइन ही कर देते हैं। मैं मार्कर्स की बात कर रही थी। यहाँ पर हम लोग यहीं पे जाएंगे, यहीं से ही काम करो, क्योंकि यहाँ पे ना क्या दिक्कत हो रही है कि अभी ठीक है, अभी ठीक है। और यहाँ पर डेटा लेबल जो है हमें प्रॉफिट के लिए देखने हैं, उसके लिए नहीं देखना। तो मैं डेटा लेबल ऑन करना चाहूँगी। एंड डेटा लेबल में भी अगर हमें यहाँ से मोर ऑप्शन में चेक करते हैं हमें क्या क्या मिलता है। लेबल ऑप्शन में एज सच कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम इसे ऑफ़ कर देंगे। सबसे पहले तो ऑफ़ कर दो, ठीक है। एंड हम लोगों ने ये जो चार्ट बनाया वो यहाँ से बनाया, तो मैं प्रॉफिट को क्या करती हूँ, परसेंटेज के फॉर्मेट में दिखा लेती हूँ। तो परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, मैंने आपको बताया था ना कि बाद में चीज़ें चेंज होंगी, ऐसी बात नहीं है। तो इसीलिए ध्यान रखें। अब यहाँ से मुझे डेटा लेवल जो ऑन करना है वो हम लोगों ने ऑन कर दिया है, लेकिन ये जो है हमें इसका जो साइज़ है वो बिल्कुल ही बहुत छोटा करना पड़ेगा। लाइक 4 कर दिया मैंने। एंड फ्लो के लिए हम ग्रीन नहीं, फिर मेरे को यहाँ पे 2.5 करना पड़ेगा। नहीं, फिल तो हम लोग वाइट ही रखेंगे उसको, वाइट। एंड कलर उसका हम रेड कर सकते हैं एंड बोल्ड कर सकते हैं। एंड थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ करके 3 कर सकते हैं। दैट्स लुक बेटर। एंड अभी मुझे देखना है वो चार्ट कैसा लग रहा है। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये, तो मैं इसको नो फिल करना चाहती हूँ। तो विच इज़ नो फिल लुक्स बेटर। एंड ठीक है, अभी हम लोग इसके लिए देखते हैं कि एक्सेस में कैसा चाहिए हम लोगों को। कैटेगरी नंबर ऑन टिक मार्क्स बिटवीन द कैटेगराइज इन, नो, ठीक है। अगर मैं इसे थोड़ा सा और स्ट्रेच करती हुई जाऊंगी तो ये सीधे होते हुए जाएंगे। अगर मैंने इसे यहाँ पे इतना स्ट्रेच कर दिया तो देखो ये कितने स्ट्रेच होने के बाद ये सीधा नज़र आ रहा है। तो अगर मेरे पास स्पेस होगा, मेरे पास स्पेस होगा वहाँ पे, तो मैं इतना स्ट्रेच कर लूँगी। अदरवाइज़ मुझे वैसे ही रखना पड़ेगा, ठीक है।
वैसे ही रखना पड़ेगा। अगर मैं इसकी बात करूँ, इसमें डेटा लेबल्स किस तरीके के हैं, अगर इसके डेटा लेबल्स की बात की जाए तो वो दिखेंगे भी नहीं। ठीक है, तो हम लोगों ने एक चार्ट यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया विच इज़ योर एरिया चार्ट। इसको प्लीज़ छोटा कर लीजिए फ़िलहाल के लिए। जैसे ही अगर ऐसा होता है कि हम लोग इसके बड़े वर्ज़न को भी यहाँ पे रख सकते हैं तो डेफ़िनेटली रखेंगे। यहाँ पे हम एक्सेस हटाना चाहें तो एक्सेस हटा दें तो कैसे बात बने? नहीं बात बनेगी। तो हम लोग एक्सेस को ऑन करेंगे क्योंकि डबल एक्सेस हो गया ना, जैसे ही डबल एक्सेस हो जाता है हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो दैट्स लुक बेटर, अभी के लिए हम इसे यहीं पे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चार्ट आपके पास क्या आता है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन विच इज़ अ छोटा सा इन्फॉर्मेशन। जहाँ पे छोटा सा इन्फॉर्मेशन होगा वहाँ हम हमेशा पाए बनाएंगे। तो पिवट टेबल एनालाइज में जाएंगे, पिवट चार्ट में जाएंगे, यहाँ से पाए लेंगे। पाए आपको कौन सा लेना है वो आपके ऊपर है, मैंने ये सिंपल वाला पाए ले लिया है। एंड पाए के लिए मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, एक तो मुझे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन का जो दिख रहा है ना, मैं एक लेजेंड्स ऑफ कर देती हूँ। चार्ट टाइटल ऑन कर ऑफ, चार्ट टाइटल तो ऑन कर सकते हैं हम, उसमें ऑनलाइन एंड स्लैश ऑफलाइन लिख सकते हैं। तो मैं कंट्रोल ए करके ऑनलाइन स्लैश ऑफलाइन लिख देती हूँ सो दैट ये पता रहे कि क्या चीज़ है। ओके, एंड यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसमें और कुछ इसको हटाना चाहें, चलो ठीक है। इसको ओवरऑल इसका अगर साइज़ इंक्रीज़ करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। मैंने इसको ओवरऑल इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लिया है। मुझे जो ये चाहिए टेक्स्ट वो यहाँ चाहिए एंड इसको मैंने यहाँ बीच में प्लेस कर लिया है। ठीक है, अगर मैं इसे हल्का सा छोटा करना चाहूँ तो डेफिनेटली कर सकती हूँ। मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए, तो मैं पिवट टेबल ऑप्शंस में जाकर, नहीं ऑप्शंस में नहीं, अगर मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए, एवरेज ऑफ डिस्काउंट, तो मुझे यहाँ से हाइड ऑल फील्ड बटन्स ऑन चार्ट, तो ये हट गए हैं। और यहाँ पर मुझे इसका यहाँ पे रख सकते हैं हम। और ऑनलाइन ऑफलाइन ये दिख रहा है। अब मैं ब्रश पे जाकर यहाँ सबसे नीचे आ जाओ, सबसे नीचे वाला ना काफ़ी अच्छा है, ये वाला काफ़ी रिफ्लेक्टिंग सा है। ठीक है, और यहाँ पे कलर में भी जा सकते हो, मोनोक्रोमैटिक कोई कलर देना चाहो तो दे सकते हो, एंड जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके का कलर आप यहाँ पे दे सकते हो। और खुद से कुछ कलर करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। मुझे ब्लू ठीक लग रहा है तो मैंने ब्लू कर लिया। ओके, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद हम लोग इसमें डेटा लेवल्स तो डेफिनेटली ऑन करेंगे, लेकिन हमें जो चाहिए ना वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे डेटा लेबल्स को ऑन ना करके ऑप्शन में जाके मोर ऑप्शन में जाकर देखते हैं यहाँ पे लेबल ऑप्शन में हमें मिल रहा है क्या, वैल्यू इन परसेंटेज दिख रहा है, वैल्यू को ऑफ कर दो। इसमें डायरेक्टली कभी कभी ना यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं, तो अभी यहाँ पर आप लोगों ने कर दिया, इसको बंद कर दो। अब आप इसे क्या करो, होम पे जाओ एंड बोल्ड कर दो, एंड यहाँ पे थोड़ा सा साइज भी इंक्रीज कर दो विच इज़ योर 16 इज़ लुकिंग फाइन, एंड इसे वाइट कर दो। तो अभी देखो आपका ये एक वर्किंग सा आपका बन चुका है। अच्छा, यहाँ पर आपने नेट सेल के लिए दिखाया है विच इज़ योर नेट सेल्स, अगर चेंज होता है तो एवरेज डिस्काउंट आपने नहीं दिखाया है। 49%, 51% ये दिखाया है, एवरेज डिस्काउंट इसके अंदर हमें नहीं दिखाया, हमें नहीं दिखाना। मुझे यहाँ पे ये सही लग रहा है कि सेल कितना हुआ, दोनों सेम है, हम लोगों को ये चीज़ नहीं दिखानी है। तो हम चाहें तो यहाँ से ये हटा भी सकते हैं, हमारा प्रॉपरली एक तैयार हो गया है। मैंने आपको बोला था ना इनिशियली आप चीज़ें बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, जब आप चार्ट बनाओगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी इस चीज़ की। चले लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चार्ट। नेक्स्ट चार्ट जो हमें बनाना है वो यहाँ पर कैटेगरी के लिए बनाना है। आप यहाँ से देख सकते हो इट्स अ कैटेगरी सेल। ओके, तो यहाँ पे मैं कैटेगरी की बात है तो मैं ट्री मैप बनाना चाहती हूँ। ट्री मैप अगर मैं पिवट चार्ट में जाकर चेक करती हूँ, ओके आई एम सो सॉरी, पिवट चार्ट में जाकर क्लिक करती हूँ, ट्री मैप पे जाती हूँ तो ये मुझे अलाउ नहीं करता। तो ऑब्वियसली मैंने बोला था ना, जो चीज़ें नहीं हो रही है कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे। तो यहाँ पर मुझे सेल ही दिखानी है तो मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, और इसको हम यहीं पे रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड यहाँ पे करने के बाद हम इक्वल्स टू लेंगे, अगर उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में ले लेंगे। तो इसको किया, ब्यूटी को हम लोगों ने हटा कर क्या कर देना है, यहाँ पे इस सेल को सेलेक्ट करके एंटर कर देना है। और अब मैं जब ड्रैग करूँगी तो ये अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा बन चुका है नॉर्मल डेटा, हमने इसको सेलेक्ट करना है, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से ट्री मैप ले लेंगे। ठीक है, एक तो मुझे यहाँ से मेरे सबसे पहले आके लेजेंड्स हटाना होता है, एक चार्ट टाइटल हटाना होता है। मैं आके यहाँ पर अच्छे से इसे देखती हूँ कि ये इसने दिखाया नहीं दिखाया। डेटा लेवल इज़ द मेन गेम चेंजर होगा इसके अंदर, तो हमें मोर डेटा वैल्यू चाहिए। एंड यहाँ पे
हम लोग और चीज़ें क्यों नहीं लिख पा रहे हैं? वैल्यू हमने लिख दिया एंड और ऑप्शन नहीं आ रहा है कि हम लोग यहाँ पर खुद से कोई परसेंटेज वगैरह कर सकते हैं क्या, बट इट इज़ लुकिंग फाइन। मुझे एज सच कुछ वो लग नहीं रहा है। कैटेगरी इज जर्नल, फॉर्मल कोड इज जर्नल, लिंक टू द सोर्स, ओके फाइन, ठीक है, ये मुझे ठीक लग रहा है। हम लोग यहाँ कलर्स में जाके जस्ट बिकॉज हम मोनोक्रोमेटिक में ही चीज़ें कर रही हैं, तो हम लोगों को इसको ब्लू ले लेना चाहिए या रेड या येलो में कर लेना चाहिए। तो हम इसको ले लेते हैं। हमने इसको सेलेक्ट किया, होम पे गए, हम लोगों ने बोल्ड किया, इसे हम ब्लैक कर लेते हैं। दैट लुक्स फाइन। ओके, तो इस तरीके से अगर हम चाहते तो इसमें एक सनबर्स्ट और बना के देख सकते हैं। सनबर्स्ट उसी का ही एक पाए वाला रूप होता है। तो हमने इसको सेलेक्ट किया, इंसर्ट में गए और यहाँ से एक्सटेंशन पे क्लिक किया, ऑल चार्ट्स में गए, यहाँ से हम लोगों ने सनबर्स्ट ले लिया एंड ओके कर लिया। तो मुझे लगता है सनबर्स्ट लुकिंग मोर अट्रैक्टिव रेदर देन द अभी के लिए ट्री मैप पे। तो मैं इसको हटाती हूँ। डेटा लेबल्स में हमें कुछ ऑप्शन और मिलते हैं क्या उसमें? नहीं, इसमें भी नहीं मिल रहे हैं। हमें वैल्यूज़ लिखने को मिल रही है। यहाँ पे कलर भी अगर मैं देखना चाहूँ तो ऑलरेडी जो कलर है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है टू बी ऑनेस्ट। तो मैं वो भी कलर ले सकती हूँ या फिर कुछ और कलर लेना है तो हम वो भी ले सकते हैं। यहाँ ओ माय गॉड, ब्लैक लुक्स सो गुड, ब्लैक लुक सो गुड। तो हम लोग ये वाला लेंगे। हम ट्री मैप को हटा देते हैं, नहीं चाहिए हमें ट्री मैप, हम सनबर्स्ट से काम चलाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको लेकर आते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ले आए हैं, इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करते ही इसके अंदर के लेबल्स चले जाते हैं जस्ट बिकॉज वो उस तरीके से लिखे हुए हैं। तो एक बार के लिए मैं क्या करती हूँ, इनका साइज़ थोड़ा सा कम कर देती हूँ। साइज़ कम होने पे ना, ये अगर साइज़ भी कम करेंगे तो चल जाएगा। उसके बाद बोल्ड कर देती हूँ, साइज़ कम और बोल्ड, ताकि वो दिखे भी। एंड 7 कर देती हूँ इनका साइज़, ताकि अब जब मैं इनका थोड़ा सा साइज़ डिक्रीज़ कर रही हूँ तो सारे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ हमें साइज़ डिक्रीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो इस तरीके से आ जाएंगे। लेकिन मैं काम करती हूँ, इन्हें सेलेक्ट करके कुछ और हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ठीक है, हम लोग वहाँ पे कोशिश करेंगे कि हम इसका साइज़ इतना ही दिखा पाएँ। सो दैट्स लुक फाइन एंड ब्यूटीफुल, राइट। तो अभी तक हम लोगों ने एक पाए एक इस तरीके का बनाया, बाकी तो चार्ट इस तरीके की ही बनाए हैं। ठीक है, तो हम लोग और बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट विजुअलाइजेशन विच इज़ योर प्रोडक्ट नेम आई गेस। हम लोग यहाँ जाएंगे, प्रोडक्ट सेल, आई एम करेक्ट। तो हम लोग इसको ले सकते हैं, क्वांटिटी सोल्ड दिखाना है एंड नेट सेल दिखाना है। ठीक है, तो इसके अंदर हम थर्मामीटर वाला चार्ट बना सकते हैं, लेकिन थर्मामीटर वो सॉलिड वाला बना सकते हैं कि हम लोगों ने इतना सेल करने के लिए इतनी क्वांटिटी को सेल किया। तो हम लोग यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ से पिवट चार्ट में जाते हैं, एक कॉलम वाला चार्ट लेकर ओके कर देते हैं। ठीक है, सम ऑफ क्वांटिटी सोल्ड ऑब्वियसली इसी के अंदर है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले लेजेंड्स को ऑफ करते हैं। ओके, लेजेंड ऑफ होने के बाद भी एक्सेस को भी वो नहीं कर सकते। हम लोग इसको करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, चेंज चार्ट टाइप में जाएंगे एंड इसे यहाँ से सेकेंडरी एक्सेस भी ले लेंगे। ठीक है, ये हमें दिख गया। एक तो ब्लू वाले का मुझे क्या करना है, एक तो इन ये ओवरलैप तो ऑलरेडी है, गैप विड्थ इंक्रीज करना है ना। गैप विड्थ इंक्रीज हो गया। एक तो इनके कलर्स, ओ माय गॉड, कलर अच्छे नहीं लग रहे हैं। कलर तो कोई भी नहीं अच्छा लग रहा है। ब्लैक ले लिया और उसमें एक अंदर वाले कलर को मैं चेंज कर देती हूँ, कोई दूसरे कलर विच इज़ मस्टर्ड। ठीक है, एंड इसका जो गैप विड्थ है वो कम करते हैं, नहीं, एंड जो ये नीचे वाले हैं ना उनका भी थोड़ा सा कम करते हैं। दैट्स लुक ग्रेट। एंड कितना क्वांटिटी सेल किया है ये हम लोगों को, एक तो ग्रिड लाइन ऑफ करो एंड कितना क्वांटिटी सेल किया है इसके लिए डेटा लेबल ऑन कर लो एंड ठीक है। एंड यहाँ से अगर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज की बात कर लें, तो अगर हम मैं इसको राइट क्लिक करके शो वैल्यू एज करके परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल कर लूँ, तो कि इतना परसेंट क्वांटिटी सेल करने के लिए हमारा नेट सेल इतना निकलता है, तो ये भी ठीक है। एंड परसेंटेज में कर लिया, बात तो वही है। एंड हमने इसका साइज़ डिक्रीज़ कर दिया है। हम इसको भी बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ येलो में इसको रख सकते हैं और यहाँ पे इसको ब्लैक कर सकते हैं। और इसका साइज़ को हमें डिक्रीज़ करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा एंड इनको एडजस्ट कर सकते हैं। एक साथ या तो सबको ऊपर दिखा दो, दैट्स लुक बेटर, एक लाइन में।
देखो अभी भी लाइन में नहीं दिखे हैं, तो थोड़ा सा जूम कर लो आप इसे। एंड यहाँ से देखो, विजुअलाइजेशन को है ना सुंदर बनाने के लिए काम करना पड़ता है, इसीलिए वक्त लगता है बस। ऐसे तो फिर वो सुंदर नहीं होएगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर एंड थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, और यहाँ से मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए, तो मैं हाइड ऑल फील्ड बटन्स ऑन चार्ट कर देती हूँ। एंड ये मैं चाहती थी, ये भी, इसको भी हाइड करते हैं, हाइड एक्सेस बटन ऑन चार्ट। तो ये भी मैंने हाइड कर दिए हैं। ये काफ़ी बेहतर लग रहा है अभी के लिए। नाइस। हम अंदर के कलर को अगर कुछ और कलर भी देना चाहें तो क्या हम दे सकते हैं? तो हम इसे चारकोल ग्रे, नहीं मैंने आउटलाइन कर दिया है गलती से। मेरे को ये वाले कलर, ओके मैंने सिंगल का सिलेक्शन कर लिया है, मैंने इस पर क्लिक किया, सारे आ गए। एंड यहाँ से हम इसे ऑरेंज रखना चाहें तो नहीं, हम यहाँ से इसे ग्रे, नहीं ब्लैक एकदम, दैट्स लुक बेटर। हाँ, वहाँ पे ये हो रहा था ब्लैक बाहर आता, ग्रे अंदर आ रहा था। अभी मुझे अच्छा लग रहा है, थोड़ा ब्लैक कम ग्रे ज़्यादा, एंड दिस लुक्स परफेक्टली फाइन। मुझे अच्छा लग रहा है ये वाला। थोड़ा सा हम ऊपर कर सकते हैं इसे, दैट्स लुक बेटर। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक और चार्ट भी बना लिया है, विच इज़ योर थर्मामीटर वाला चार्ट। अगर आप देख सकते हैं, वहाँ पे कॉल आउट किया है। यही हमारा नॉर्मल 2 एक्सिस चार्ट था, इसीलिए उस टाइम पे सारे चार्ट सिखाए गए, बिकॉज अलग अलग तरीके से हम लोग इन चार्ट्स को बना सकते हैं। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, विच इज़ योर चैनल आई गेस। पेमेंट मोड से हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो देखो बहुत थोड़ा डेटा है, तो हम चाहें तो इसे उससे दिखा सकते हैं, पाई से दिखा सकते हैं, डोनट से दिखा सकते हैं। दैट विड बी ग्रेट, एक ऑप्शन हो सकता है। और हमारे पास सर्कुलर अगर देखे जाएँ तो 2 ही हुए हैं, तो सर्कुलर वैसे भी अच्छे लगते हैं। तो मैं इसे जो दिखाना चाहूँगी ना, वो डोनट से दिखाना चाहूँगी। अगर मैं पिवट चार्ट में जाती हूँ एंड पाई में जाती हूँ, पाई में ये मुझे अलाउ कर रहा है डोनट, ओके फाइन। अगर अलाउ कर रहा है तो मुझे दिक्कत ही नहीं है। तो अलाउ करने पे आप नीचे आ जाएँ एंड यहाँ पर एक डोनट आता है बीच में, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, एंड ये वाला डोनट भी नहीं। चलें, कोई भी डोनट नहीं पसंद आ रहा, हम लोग उसे नहीं लेंगे, हम लोग खुद से बनाएंगे। सबसे पहले तो हमें इसको रिमूव करना है, तो हम लोग हाइड ऑल वैल्यू बटन्स कर दिया। यहाँ से हम लोगों को इसके 4 टाइटल भी हटा देने हैं। अच्छा, लेजेंड्स, हमें 4 टाइटल हटाना है। लेजेंड्स को हम लोगों को क्या करना है ना, नीचे बॉटम में चाहिए। ठीक है, जहाँ पे भी चाहिए होता है आप वहाँ पे लिख सकते हो। रिमूव फील्ड हम लोगों ने हाइड ऑन बटन्स ऑन चार्ट कर दिया। एंड उसके बाद मैं इसे एडजस्ट करती हूँ। यहाँ पे हमें इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको ऐसे कर लिया। इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लो कि ये यहाँ से एडजस्ट हो जाए, ये यहाँ से एडजस्ट हो जाए। ठीक है, अभी देखो ये डोनट जैसा नहीं लग रहा, अनियन रिंग जैसा लग रहा है, राइट? जो हमने शायद पहले भी बात की थी। तो हम लोगों को क्या करना है, इसको सेलेक्ट करो यार, इसको थोड़ा ऊपर करो, थोड़ा सा बड़ा भी कर दो एंड ऊपर की तरफ करो। ठीक है, तो हमने इसको लेना है, यहाँ पर ऑप्शन में जाना है। अभी के लिए तो मुझे ऐसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है। इस पर क्लिक करके, राइट क्लिक करके, फॉर्मेट डेटा सीरीज़ में जाके डोनट का जो होल साइज़ है ना वो कम कर लेना है। देखो नाउ इट्स लुक बेटर। और अगर एक्सप्लोजन करना चाहते हो तो हल्का सा एक्सप्लोजन भी कर सकते हो, बट इतना एक्सप्लोजन नहीं चाहिए, तो थोड़ा कम कर लो। हाँ, दैट्स बेटर। ठीक है, एंड एंगल ऑफ स्लाइस अगर चेंज करना चाहते हो, येलो को ऊपर और ब्लू को नीचे, तो मुझे ये वाला एंगल बेहतर लग रहा है, तो हमने इसको ऐसे कर लिया। दैट्स लुक सो ब्यूटीफुल। अगर मैं यहाँ पर लेती हूँ इसे, फिल में जाकर इसके जो बॉर्डर को हम ग्रेडियंट लाइन देना चाहें तो, ताकि ये उभरा हुआ लगे, एंड ग्रेडियंट में भी प्रीसेट में हम लोग कुछ इस तरीके का कुछ दे सकते हैं। ब्लू कलर दे सकते हैं या फिर डार्क ब्लू कलर दे सकते हैं। दैट्स लुक मोर बेटर। बट मुझे कलर्स जो हैं वो मोनोक्रोमेटिक चाहिए, जो ब्लू के मोनोक्रोमेटिक कलर्स हैं ये। इट्स लुक सो ब्यूटीफुल, है ना? अच्छा लग रहा है वो। या फिर हम कोई दूसरा कलर देना चाहें, एक और कॉन्ट्रास्ट बिठा देते हैं, बिकॉज सारे ब्लू एंड ब्लैक चल रहे हैं, तो उसके साथ जो कॉन्ट्रास्ट बैठेगा तो मेरा मस्टर्ड का बैठेगा, बिकॉज ब्लू ब्लैक दोनों डार्क कलर है, तो उसके साथ एक लाइटर कलर जो जाएगा वो उसको और इनहांस कर देगा। सो दैट्स वाई आई चूज़ दिस कलर। और यहाँ पे बॉर्डर्स के अंदर हम लोगों ने जो लिया है वो प्रीसेट, जो सॉरी, बॉर्डर के अंदर हमने सॉलिड लाइन लिया है या ग्रेडियंट लाइन लिया है। ग्रेडियंट लाइन के अंदर हम इसको येलोइश सा लाइन दे देते हैं। हमें इसके अंदर लाइन नहीं चाहिए थी, सॉरी,
हम लोगों को चार्ट के अंदर लाइन चाहिए थी, तो हम लोग इसमें क्लिक करेंगे एंड उसके बाद इसके फिल में ग्रेडियंट लाइन का बोलेंगे एंड इसका फिल का ग्रेडियंट लाइन जो होगा वो येलोइश होगा, इतना येलोइश नहीं, एंड जो इसका लाइटर शेड थोड़ा लाइटर में आ जाए, दैट्स लुक बेटर, बट थोड़ा सा और बेहतर हो जाए तो बेहतर है। नहीं, थोड़ा लाइटर, थोड़ा थोड़ा लाइटर। अभी मुझे ये बेहतर लग रहा है। इसके अंदर हम डेटा लेबल्स भी ऑन कर देते हैं, तो विच इज़ लाइक प्लस के साइन पे जाकर डेटा लेबल्स आपने ऑन किए। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, हम यहाँ पे इसको 6 रखते हैं एंड यहाँ पे हम इसे बोल्ड कर देते हैं एंड कॉल आउट के फॉर्म में कर लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, डेटा कॉल आउट। बट शो मी डेटा कॉल आउट तो नहीं, ये बेहतर लग रहा है। साइज़ हमने छोटा किया। अच्छा, हमें और क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं, चलो देख लेते हैं। परसेंटेज के फॉर्मेट में ये ऑलरेडी है, वैल्यू हम हटा सकते हैं, दैट्स बेटर एंड दैट्स इट। एंड इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, 7 कर दिया, 97 नहीं 7 कर दिया। उसके बाद हमने इसको बोल्ड दिखाया। उसके बाद अगर हम वाइट करते हैं तो इट लुक्स गुड, बट वो दिखेगा नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए हम उसे ब्लैक ही रहने देंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना एक और विजुअलाइजेशन कंप्लीट कर लिया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ऑब्वियसली फ़िल्टर हटा दो भाई। चलें, अभी हमें क्या दिखाना है, ये वाले को और दिखाना है। तो एक काम करते हैं, वैसे भी नॉर्मल है, वैसे जनरली जो कैटेगरी और सब कैटेगरी वाले होते हैं ना, उनमें हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ट्री मैप का। अब हम पक्का ट्री मैप करने वाले हैं, मैं नहीं बदलूँगी। एंड यहाँ से अभी देखो सेम चीज़ ही मैंने परसेंटेज में दिखा रखी, तो परसेंटेज में दिखा लो, वो बेहतर है। और ट्री मैप बनाने के लिए तो आपको वैसे भी नीचे डेटा चाहिए होगा, तो सबसे पहले तो डेटा बना लो आप यहाँ से, इक्वल्स टू दिस आपने ले लिया। उसके बाद कैंसिल की जगह यहाँ पर आपको जो है वो सेल का रेफरेंस देना होगा, तो आपने सेल का रेफरेंस लिया, एंटर कर दिया। उसके बाद जस्ट ड्रैग इट, तो आपके पास यहाँ पे ये आ गया है। टोटल लेना चाहो तो आप ऑल्ट इक्वल टू टोटल भी ले सकते हो, या फिर टोटल भी एक काम क्या करो, यहाँ से लिया करो, यहाँ से, ठीक है। तो आपका टोटल भी एज इट इज़ रहेगा। एंड उसके बाद अगर परसेंटेज लेना चाहो तो परसेंटेज ले सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। या फिर मैं तो कहती हूँ इसी को ही परसेंटेज में बदल दो, शो वैल्यू एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। तो देखो ये वैल्यूज़ जितनी भी हैं वो परसेंटेज बन जाएंगी, लेकिन वैल्यूज़ में ज़्यादा बेहतर लग रहा है मुझे। तो अभी के लिए मैंने इसे सेलेक्ट किया। उसके बाद मैं इंसर्ट में गई, इंसर्ट में जाकर ट्री मैप में गए एंड यहाँ से हमने ट्री मैप ले लिया। एंड हम लोग क्या कर सकते हैं, चार्ट टाइटल के लिए टोटल ले सकते हैं। टोटल हमने ये सीखा था ना, टोटल कैसे लेते हैं, इक्वल्स टू करके हमें यहाँ पे सेल रख के एंटर कर देना होता है। तो यहाँ चार्ट टाइटल के अंदर हम इक्वल्स टू करके, सॉरी चार्ट टाइटल में, यहाँ फॉर्मूला बार में चार्ट टाइटल में क्लिक किया, उसके बाद फॉर्मूला बार में क्लिक किया, इक्वल्स टू लिखते हैं और उसके बाद इसको सेल को देखकर एंटर कर देते हैं। देखा यहाँ पे मिस्टेक थी, मैं कह रही हूँ चार्ट टाइटल ऑन करो, इस पर क्लिक करो यहाँ पे। ओके मैं समझ गई ये क्यों नहीं कर रहा, अभी ठीक है, अभी करेगा। फॉर्मूला बार में मैं लिख क्यों नहीं पा रही हूँ चार्ट टाइटल के, देखो अभी ये काम कर पा रही और अभी नहीं कर पा रही हूँ। कभी कभी ये चीज़ इस तरीके से दिखा देती है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ दिस ले पा रहे हैं, हम नहीं लिख पा रहे हैं, कोई बात नहीं। हम लोग यहाँ पे एक तो लेजेंड्स को भी ऑफ कर देंगे, यहाँ पे डेटा लेबल्स में ऑन करके मोर डेटा लेबल में वैल्यू भी दिखाएंगे, ठीक है। हम वैल्यूज़ को थोड़ा सा बड़ा दिखाएंगे, यहाँ पर इतना भी बड़ा नहीं दिखाएंगे। हम लोग यहाँ से 12 कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। अगर कलर कुछ और रखना है, जस्ट बिकॉज कलर ना अच्छा तो लग रहा है, लेकिन ग्रे हमने यूज़ किया, मस्टर्ड यूज़ किया, ब्लू यूज़ किया, इसकी जगह हमें कुछ और यूज़ करना चाहिए। इसकी जगह हम ब्लैक ब्लू ये वाला यूज़ कर सकते हैं, मस्टर्ड, और यहाँ पे हम ब्लैक यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने खुद ने, ओके सब में हो जाएगा, नहीं होगा सब में, रुको मैंने मिस्टेक की है, मुझे सिर्फ इसको सेलेक्ट करके फिर ब्लैक करना था। तो दैट्स लुक बेटर। ये सारे कलर्स वो हैं जो कि हमने
अपने थीम में इस्तेमाल किए हैं। तो हम अपनी मर्ज़ी से भी चीज़ें कर सकते हैं कि अगर हमें इस तरीके का कलर चाहिए, देखो अभी ये आपकी पूरी थीम के साथ मैच कर रहा है। ये वाले कलर्स ब्लू में गए हैं। अच्छा, ये वाला ब्लू भी आप चेंज कर सकते हो थोड़ा-सा, अगर करना चाहो तो ये वाले ब्लू की जगह थोड़ा लाइटर ब्लू ले सकते हो, व्हिच इज़ दिस, एंड मोर लुक फाइन, क्योंकि यहाँ पे भी ये वाला ब्लू है एंड थोड़ा सा लाइटर ब्लू है वहाँ पे, लेकिन स्टिल ये ब्लू उस ब्लू के साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो सभी कलर्स का आपको ध्यान रखना है, कुछ 3-4 कलर को चूज़ कर लेना है कि यही कलर मैं अपने पूरे डैशबोर्ड में इस्तेमाल करना चाहता हूँ, एंड उन्हीं कलर से फिर आपको खेलना है। सेम तरीके से ही उन्हीं को एडजस्ट कर करके करना है। अगर वो डायरेक्टली आपको कलर्स में नहीं मिलता है तो खुद से भी उसी तरीके के आपने कलर बना लेने हैं। फिर आता है हमारे पास यहाँ पे मंथ वाला। मंथ वाले में सीधा साफ है कि मुझे बार चार्ट बनाना है और कुछ बनाना ही नहीं है। आई एम वेरी प्रिटी मच श्योर अबाउट इट। तो मैं यहाँ पर आती हूँ, मैं इस पे क्लिक करके राइट करके हाइड ऑल बटन्स मैंने कर दिया है। इस पे अब मैं देखती हूँ, हाँ मैं लिख पा रही हूँ, उसी में ही नहीं लिख पा रही थी। इक्वल्स टू मुझे टोटल लिखना है, तो टोटल मैं कर नहीं पाऊँगी, ऐसे अलाउ नहीं करेगा ये मुझे। मुझे याद आ गया अब अचानक से, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर इक्वल्स टू इसका टोटल लिख लेती हूँ एंड एंटर कर देती हूँ। और अब मैं जाकर यहाँ पे इक्वल्स टू यहाँ पे इसके टोटल को लेके एंटर करती हूँ, तो ये मेरे पास टोटल सेल रहेगा। ठीक है, माय टोटल सेल वुड बी दिस, एंड यहाँ से मैं ग्रिड लाइन ऑफ कर देती हूँ। यहाँ से अगर मैं बंद करना चाहूँ ना तो मैं लेजेंड्स भी ऑफ कर देती हूँ। मैं इवन एक्सेस भी हटाना चाहूँ तो मैं एक्सेस हटा सकती हूँ, लेकिन बिना एक्सेस के तो अच्छा नहीं लगेगा। एक्सेस टाइटल मुझे नहीं चाहिए, एंड डेटा लेबल मुझे चाहिए है, एंड आउटसाइड एंड पे चाहिए। और डेटा लेबल जो मुझे चाहिए वो परसेंटेज के फॉर्मेट में चाहिए कि टोटल परसेंटेज क्या है। तो मैं अभी के लिए डेटा लेबल ऑफ करती हूँ, सो दैट मैं डेटा लेबल के लिए थोड़ा सा काम कर सकती हूँ। ठीक है, तो डेटा लेबल के लिए मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ, राइट क्लिक करती हूँ, शो वैल्यू एज में जाके परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल इसे ही कर लेती हूँ, बिकॉज ये डेटा दिखाएगा तो ऐसे ही, लेकिन लेबल जो अब आएगा ना वो ये आ जाएगा। अब इसका टोटल लेकिन 100% नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर मैं एक बार कंट्रोल Z करती हूँ एंड यहाँ पर इस अमाउंट को, अच्छा यहाँ पर हम लोगों को एक बार और करना पड़ेगा। एक और पिवट बना लेते हैं, कंट्रोल के साथ इसको जस्ट ड्रैग इट ओवर हियर, एंड ड्रैग करने के बाद अब हम इसे लेकर राइट क्लिक करके शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल कर लेते हैं। ठीक है, ये जो पिवट बनी है ना सिर्फ और सिर्फ इसके जो डेटा लेबल बनाने हैं उसके लिए बनी है। ठीक है, मुझे डेटा लेबल इसके परसेंटेज में चाहिए। अगर मैं इसे परसेंटेज में कर देती हूँ तो इसका टोटल नहीं आता। ठीक है, तो मैं डेटा लेबल में जाऊँगी, डेटा लेबल में जाकर राइट क्लिक करके मोर ऑप्शन में जाकर डेटा लेबल का ऑप्शन आपको लास्ट में मिल जाएगा। यहाँ पर वैल्यू फ्रॉम द सेल्स ले लूँगी और यहाँ पे रेंज में ना मैं इसे दे दूँगी। ठीक है, रेंज में मैंने इसे दे दिया है, एंड बट यहाँ दिक्कत आएगी। वो क्या दिक्कत आएगी कि अगर ये चीज़ इसमें चेंज हुई है तो यहाँ पे नहीं आएगा। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग ये चीज़ नहीं करेंगे, ये चीज़ नहीं करेंगे, हम लोग कुछ और चीज़ करेंगे। सबसे पहले तो मैं इसके डेटा लेबल ऑफ करती हूँ। ठीक है, हम लोग ये नहीं करेंगे, तो हम इसे लेकर राइट क्लिक करके डिलीट पिवट टेबल करते हैं, एंड यहाँ से इसे कॉपी करते हैं, यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, यहाँ पर हम कॉपी करते हैं, यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू दिस अमाउंट डिवाइडेड बाय, अब ये अमाउंट हमने जो लिया है मंथ डेट नेट सेल्स, ओके, डिवाइडेड बाय दिस टोटल, एंड हम लोग ये करते हैं इसको ड्रैग, फिर हम लोग करते हैं परसेंटेज में, तो सारे 14% आ गए बिकॉज सेम आया है किसी तरीके से, मैं ये कह सकती हूँ। एंड ये सेम क्यों आया है, बिकॉज यहाँ पर ये इस तरीके से तो बात नहीं बन पाएगी। कुछ और ऑप्शन देखें क्या, डेटा लेबल में जाकर, यहाँ पे जाकर मोर ऑप्शन में जाकर, लेबल ऑप्शन में जाकर, परसेंटेज में वो दिखा ही नहीं रहा है। चलें एक काम करते हैं, यहाँ पे लेते हैं पिवट टेबल, तो ऑन हुआ है ना, ये क्या है, नेट सेल्स है ना, नेट सेल्स को एक बार और ऐड करते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करके शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं। और अब जो डेटा लेबल ऑन करना है वो डेटा लेबल ऑन अगर हम कर दें तो ये वाले तो ऑफ़ करने हैं, डिलीट कर दो, और ये वाले जो हैं इन्हें हम जहाँ दिखाना चाहते हैं आउटसाइड एंड पे
तो ये आउटसाइड एंड पे क्यों नहीं आ रहे हैं? कोई बात नहीं, हम लोग इन्हें यहाँ पे इस तरीके से एक बार के लिए स्ट्रेच कर लेते हैं। बट ये अगर सारे साथ में आ जाते तो कितना बेहतर होता। कंट्रोल को होल्ड रखने पे भी नहीं आ रहे। ये तो बड़ा टायरिंग काम हो जाएगा अगर हम लोग इस तरीके से करने लगे तो। नहीं, ये इस तरीके से तो नहीं कर सकते। हम लोग कुछ और ऑप्शन देखते हैं। इसको भी डिलीट करते हैं। इसमें यहाँ पे राइट क्लिक करके अपना चेंज सर्विस चार्ट टाइप में सम ऑफ नेट सेल्स टू को सेकेंडरी एक्सेस दिखाते हैं और उसको ऐसे करते हैं। यहाँ पर जाते हैं, इसका हम यहाँ पे डेटा लेबल ऑन कर देते हैं और इनसाइड आउट ही है ये। और कॉल आउट करना चाहें तो डेटा कॉल आउट इनसाइड आउट, ठीक है। एंड मैं इसको ऑन करके ऑफ करती हूँ, विच लुक्स फाइन। और अब मैं अगर इसे वापस से चेंज कर दूं और इसको हटाकर ओके कर दूं तो क्या ये काम करेगा? नहीं करेगा। तो हमें ऐसे दिखाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, परसेंटेज में दिखे लेकिन वो दिख तो रहा है ना। हम इसको राइट क्लिक करके हम अपना वही कलर वाला कुछ कर लेते हैं। हमने उसको सेकेंडरी एक्सेस बना दिया तो यहाँ ऊपर से आ रहा है वो। मुझे ये वाला एक्सेस चाहिए ही नहीं, तो डिलीट कर दिया। तो डिलीट करने पे भी नहीं बात बनेगी। ये थोड़ा सा इशू है, थोड़ा सा इशू है कुछ। मुझे बस ऐसे चाहिए कि मैं वहाँ पे मंथ चेंज होगा ना तो ये वैल्यूज़ भी चेंज हो। बस मैं इसीलिए ये चीज़ चाहती थी, बट ये हो नहीं रहा है। लेट मी जस्ट डू इट अगेन। देखिए, ये मैं ना कोई कट नहीं करने वाली हूँ ये वीडियो यहाँ से। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स आपके साथ भी आएंगी। अगर मैं सारी चीज़ें डायरेक्टली करके दिखा दूँ तो फिर आपको लगेगा कि मैम तो एक बार में कर लेती है, हमसे तो नहीं हो पा रहा। तो मैं वो चीज़ नहीं करना चाहती। इसी तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। हमें उसको सेकेंडरी एक्सेस में नहीं करना है, हम उसको चेंज कर लेते हैं क्योंकि मुझे ऊपर एक्सेस नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग इसको यहाँ पे इस तरीके से तो कर सकते हैं। हाँ, आसान है। और अब हम इसको इस तरीके तो से तो कर सकते हैं बिना उसके। एक सेकेंड, उसको हम सेटल कर लेंगे, सम को हम सेटल कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार के लिए डेटा लेबल ऑन करो। मुझे ये वाले नहीं चाहिए भाई, आउटसाइड एंड। भाई मेरे को ऑरेंज वाला चाहिए था। लेजेंड्स ऑन करो यार। सम ऑफ नेट सेल्स, नेट सेल्स 2 को हम लोग ऊपर ले आए हैं। नेट सेल 2 इज़ ब्लू, तो नेट सेल 2 इज़ ब्लू, तो ये ब्लू वाला है। ओके, ये डेटा लेबल ऑन करो, ऑफ करो। एक बात बताओ, अगर मैं ये हटा ही दूँ तो कहानी ही ख़त्म। मैं क्यों इतनी देर से परेशान हो रखी थी? यहाँ एक टोटल के लिए परेशान हो रखी थी। टोटल वाला चार्ट के अंदर हम लोग नहीं करेंगे। सिंपल, यहाँ से लेजेंड ऑफ करो। लेकिन टोटल भी हमें चाहिए, टोटल के बिना तो बात बनेगी नहीं। फिर इससे तो ये हो गया कि ये चीज़ हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर ली अपने उसके साथ। तो टोटल के लिए हम लोग कुछ और देख लेंगे। इतना परेशान होके हम लोगों ने ये बातें करी हैं। टोटल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? टोटल के लिए हम लोग क्या करेंगे? टोटल के लिए हम लोग एक काम करते हैं, एक और पिवट बनाते हैं जो कि इस पिवट में चेंजेस आए तो इस पिवट में भी चेंजेस आएंगे। ऐसा हम लोग इसमें रखेंगे नहीं। यहाँ पे लगाते हैं इसे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसमें नेट सेल्स डालते हैं। अब ये इसके अंदर मैं फ़िल्टर आउट करती हूँ एक बार के लिए कि हम लोगों को जो चाहिए वो जन फरवरी का चाहिए। तो इसमें चेंज होगा क्या? नहीं, इसमें चेंज नहीं होगा। तो मैं पिवट तो नहीं कर सकती यहाँ पे, इसको हटाती हूँ, डिलीट। एंड हम यहाँ से इसे कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं।
नेट सेल्स कहाँ था? इसको देखते हैं। के बाद ना एक सॉल्यूशन दिमाग में आ तो गया है ठीक है, उसे ट्राई किया जा सकता है। अब काम करेगा नहीं करेगा आप लोगों के सामने है, ठीक है। ऑल्ट HEA कर लेती हूँ एंड मुझे लिटरली एक और पिवट चाहिए। हाँ मैम, फिर आप पिवट पे आ गए? हाँ बिल्कुल आ गई हूँ, क्योंकि अब मेरे दिमाग में एक खुराफात आ गई है कि हम इसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली जो चीज़ थी, हमारा पिवट ऑन नहीं हुआ है, एक बार के लिए रुको। पिवट टेबल एंड फिल लिस्ट ऑन कर लिया एंड नेट सेल को मैं एक बार और ऐड कर देती हूँ एंड यहाँ से इसको हटा देती हूँ, तो मेरा जो यहाँ पर वैल्यूज़ आ जाएगी, ठीक है। और अब जो मैं टोटल लेती हूँ, यहाँ पे जो टोटल लेती हूँ मैं, इक्वल्स टू ये वाला टोटल ले लेती हूँ, एंटर करती हूँ। एंड बात ये है यहाँ पर हम लोगों ने जितने स्लाइसर लिए हुए थे, टाइमलाइन वाला स्लाइसर था ना, सॉरी टाइमलाइन थी ना, टाइमलाइन से तो हम इसको चलाने वाले थे। एक बार के लिए टाइमलाइन यहाँ ले आओ, देखो चार्ट को लेकर आओ इधर। मुझे चाहिए नवंबर का 100%, ये रहा टोटल, ये रहा और ये रहा जनवरी का, ये रहा। क्योंकि ये पिवट हमने इसमें से निकाली है, तो जो चेंजेस उसमें आएंगे वो इसमें भी आएंगे। एंड ये रहा एंड ये रहा एंड ये रहा। सो नाउ वी आर सॉर्टेड। अच्छा, यहाँ टोटल में अभी हम लोग सॉर्टेड नहीं हुए हैं, ठीक है। हम लोगों से फिर कुछ वो हुआ, Ctrl+S कर दीजिए, ये ऑन हो गया। ये यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे इक्वल्स टू, हमें टोटल में यही चाहिए, एंटर, तो हमारा टोटल भी आ रहा है। अब हम सॉर्टेड हैं, हमें कुछ भी करने की नीड नहीं है, हमारे पास बस ये टाइमलाइन का इशू था। देखो इतनी देर थोड़ा दिमाग तो लगाया, नो डाउट, इतनी देर में दिमाग तो लगाया, लेकिन वो काम आया, दिमाग लगाना हमारा काम आया, हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल गई है। डेटा लेबल हम लोगों ने ऑन कर लिया है, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है, बोल्ड कर दिया है। इनको हम लोग क्या कलर का कर लेते हैं, अभी ना बहुत ज़्यादा ब्लैक चल रहा है, देख सकते हैं हम लोग यहाँ से ब्लैक, ये भी ब्लैक ब्लैक ब्लैक, ब्लू का थोड़ा कम रेशियो है, तो इसे हम थोड़ा सा डार्क ब्लू वाली साइड में दिखाते हैं, है ना। तो हम इसको क्या करते हैं, डार्क ब्लू कर लेते हैं, विच इज़, अच्छा एक ही कलर हो गया, तो हम लोग यहाँ से लेते हैं और इसको डार्क ब्लू कर लेते हैं। इनको जो कॉल आउट्स हैं हमारे, इन्हें हम लोग क्या करते हैं, वही येलो फिल एंड ब्लैक, ये, और थोड़ा सा साइज़ करते हैं डिक्रीज़। ये मुझे अब बेहतर लग रहे हैं, इन्हें थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेच कर लो, इन्हें यहाँ पे स्ट्रेच कर लें तो हम, वही वाली बात है, फिर स्ट्रेचिंग शुरू हो गई है, तो वो तो अच्छा नहीं लगेगा। तो जैसे में ये हैं वैसे ही इन्हें रखते हैं, दैट्स लुक बेटर। और अगर हम चाहें तो ये हटा सकते हैं, नो फिल कर सकते हैं। हम लोगों को इनके लिए करना था नो फिल, नो फिल, नो फिल, नो फिल, नो फिल, ठीक है, दैट्स लुक बेटर। मुझे अभी के लिए बेहतर लग रहा है। अगर कुछ और चेंजेस करने होंगे तो लास्ट में कर लेंगे। इसके अंदर हम कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने ये ब्लू ले लिया है, इसके अंदर वाइट ले लिया है, ये बोल्ड कर दिया है, तो ये टोटल चलता रहेगा। अब देखो जनवरी, ये टोटल भी चल रहा है, सब कुछ चीज़ें चल रही हैं। आई एम सो हैप्पी। इतनी देर बाद कोई चीज़ सॉल्व हो जाती है ना, तो बड़ी खुशी होती है। आप इसे क्रॉस कर लो। अब अगर आप देखोगे तो सारे के सारे विजुअलाइजेशन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ लेट्स मूव टू द डैशबोर्ड वाला स्क्रीन, जहाँ पर हम लोग अपना डैशबोर्ड प्लान करने वाले हैं, डैशबोर्ड करने वाले हैं। तो चलें अब हम उस तरफ बढ़ते हैं। आ गया हमारी प्लानिंग करने का, हमने इतनी देर की जो मेहनत की है उसे असेंबल करने का। असेंबल से पहले हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, तो पहले एक बार तो जान लेते हैं हमारे पास स्लाइसर कितने हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 स्लाइसर है, एक टाइमलाइन है और उसके बाद चार्ट्स हैं। तो एक काम करती हूँ, प्लानिंग ना मैं यहीं पे ही करती हूँ, तभी ज़्यादा बेहतर समझ आएगा, वरना बार बार इधर आना पड़ेगा, और तो कुछ नहीं है। तो एक रफ़ प्लानिंग करेंगे, रफ़ प्लानिंग। तो अगर मेरी ये डैशबोर्ड की स्क्रीन है, सबसे पहले मैं डिसाइड कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा बड़ा सारा डैशबोर्ड बनने वाला है, जिसमें 7 स्लाइसर हैं, टाइमलाइन है। एंड अगर मैं चार्ट्स की बात करूँ तो चार्ट्स भी मेरे पास कितने हैं, 4 तो टैग्स हैं, जिसमें से चलो मैं 2 ही टैग ले रही हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मेरे पास चार्ट्स हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव और काफ़ी ज़्यादा बड़ा
चार्ट है। तो एक तो मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं कोई भी यहाँ हेडिंग में फुल स्क्रीन वाला डैशबोर्ड बनाऊँगी। कैसा डैशबोर्ड बनाऊँगी? फुल स्क्रीन वाला बनाऊँगी। एंड जस्ट जूम इट, एंड हमने थोड़ा सा इसे और जूम कर लेना है। यहाँ पे बॉक्स है, यहाँ पर हम लिखते हुए जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। एंड देखो सबसे पहले तो यहाँ पर हमारा टाइटल आ जाएगा कि हम क्या बना रहे हैं। अभी मैं रफ़ बना रही हूँ, ठीक है, तो मेरी हैंड राइटिंग, ड्राइंग सबको साइड में रख देना, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो हम टाइटल दे देंगे, ठीक है। उसके बाद हम कह रहे हैं 7 स्लाइसर्स हैं, तो यहाँ पे हमें वक्त तो मिल जाएगा कि हम एक तो स्लाइसर ऐड कर लें और एक टाइमलाइन यहाँ पे ऐड कर दें। हमारी टाइमलाइन को हम यहाँ एडजस्ट कर दें, तो टाइमलाइन एक एडजस्ट हो जाएगी और एक SL1 विच इज़ स्लाइसर 1 एडजस्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास बच जाते हैं 6 स्लाइसर, तो हम 6 के 6 स्लाइसर्स को यहाँ पे 3-3 में करके यहाँ पे लगा देंगे। दैट लुक्स बेटर। उसके बाद हमारे पास आते हैं टैग, तो टैग हमारे पास 2 टैग आएंगे, तो टैग यहाँ पे आ जाएगा ये SL2 3 4 5 6 7। इसी तरीके से हमें प्लेसमेंट देखनी पड़ती है। अगर मैं 3 टैग भी लूँ तो टैग 2 टैग ही अभी लेके चल रही हूँ, या 3 टैग ले लो, चलो टैग, ठीक है, 3 टैग हम लोगों ने ले लिए। उसके बाद हमारे पास अगर मैं देखूँ ना तो 2 कॉलम चार्ट बनते हैं। एक तो ये वाला रहा विच इज़ माई थर्मामीटर वाला, और एक ये 2 एक्सेस वाला। उसके अलावा कोई मतलब कॉलम चार्ट नहीं है। 2 कॉलम चार्ट है, एक एरिया चार्ट है, 3 है, वो भी कॉलम वाइज ही हो जाएगा बिकॉज वो वर्टिकली है ना, तो 3 हमारे पास कॉलम चार्ट आते हैं। तो तीनों को ही हमें यहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा, 1 2, और हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं इसको 3, ठीक है। हमारे पास बार चार्ट अगर मैं देखूँ तो एक ही बार चार्ट है विच इज़ योर मंथ वाला, तो बार चार्ट तो मैं यहाँ पर इन दोनों के बराबर रख सकती हूँ, क्योंकि बार चार्ट थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली ज़्यादा होता है ना, ऐसे लेंथी कम होता है, तो बार चार्ट को हम यहाँ रख सकते हैं। और यहाँ पर एक ट्री मैप रख सकते हैं, ट्री मैप को यहाँ रख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 3 पाए आते हैं। अगर मैं बात करूँ 3 पाए की, 1 2 3, इसके अलावा तो कोई पाए है नहीं, हाँ उसके अलावा कोई पाए नहीं है। तो मैं यहाँ पर इससे क्या करती हूँ, 1 पाए 2 पाए 3 पाए, और फिर ये वाला जो स्पेस बच जाएगा, इस स्पेस के अंदर हम लिंक्स अटैच करेंगे कि जिसको KPI पे जाना है KPI पे जाओ, जिसको हमारे मेन डेटा पे जाना है वो मेन डेटा पे जाओ। ऐसे 2 लिंक्स अटैच करेंगे, दैट वुड बी अ बेटर आइकन लगा के, ठीक है। तो मुझे अभी तक ये वाली जो प्लानिंग है वो बिल्कुल ठीक लग रही है। अगर देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे सारे चार्ट्स भी कवर हो गए हैं, हमारे टैग्स भी कवर हो गए, हमारे स्लाइसर भी कवर हो गए। और ये हमारी जो प्लानिंग होती है ना, ये रफ़ प्लानिंग होती है, सो दैट हमारे पास एक रोड मैप आ गया है कि मुझे किस तरीके से प्लेसमेंट करनी है। ऐसे बिल्कुल ही बिना प्लानिंग के चले जाएंगे तो प्लेसमेंट करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि वहाँ समझ नहीं आएगा कौन सी चीज़ को कहाँ रखूँ। अब ये कर लिया, अब इसके अलावा भी हमें कलर्स का देखना पड़ेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी कलर्स कर चुके हैं। इसके अलावा हमें और चीज़ें भी देखनी पड़ेगी कि हम किस तरीके से सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो वो चीज़ें हम वहीं पे ही देखेंगे। और वो प्रोसेस थोड़ा धीरे धीरे होने वाला है पूरा। मैं आप लोगों के सामने सबसे पहली बार इस डेटा पे काम कर रही हूँ, और पहली बार जब डेटा पे काम करते हैं तो थोड़ा स्लो होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले प्रैक्टिस किया हुआ है एंड सेम डेटा लेकर आ गई हूँ एंड सेम डैशबोर्ड बना रही हूँ, नहीं। तो जो फर्स्ट टाइम वाला जो चीज़ होती है ना, बिकॉज आप लोग भी तो सीख रहे हो, तो आप लोग वो भी ऐसे ही काम करने वाले हो, तो बिल्कुल उस तरीके से काम करेंगे, ठीक है। एंड चलें अब हम लोग अपनी असेंबलिंग की तरफ बढ़ते हैं। और हम लोगों ने शीट ले ली है, इसको हम लोग नेम दे देते हैं डैशबोर्ड का। डैशबोर्ड मैंने नेम दे दिया है, एंड हम इसे रेड कलर्स का दिखाएंगे, ब्यूटीफुल रेड, ओके। एंड हमें इसमें क्या क्या नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ग्रिड लाइन, फॉर्मूला बार, हेडिंग सब कुछ हटा दिया है, एंड रिबन भी मैं हटाना चाहती हूँ, फुल स्क्रीन मोड रखना चाहती हूँ, ठीक है, ताकि हमारे पास ये सारे रिबन्स आ जाएं। अच्छा, हमें शेप इंसर्ट करनी पड़ सकती है, तो हम बार बार ऊपर रिबन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हम यहाँ पे शेप इंसर्ट कर सकें। अब हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, एक शेप ही इंसर्ट करनी होगी, जिसके अंदर हम टाइटल लिखेंगे कि ये हमारा सेल्स डैशबोर्ड है। अगर फ़िलहाल के लिए हम कोई भी यहाँ पे आइकन नहीं लगा रहे, किसी भी चीज़ का लोगो नहीं लगा रहे, अदरवाइज़ यहाँ पे लोगो आ जाता है। तो सबसे पहले मुझे एक शेप चाहिए होगी, तो मैं यहाँ शेप पे जाके, इंसर्ट में जाके, शेप में जाकर एक टेक्स्ट बॉक्स ले सकती हूँ या फिर रेक्टेंगुलर बॉक्स ले सकती हूँ, मेरे ऊपर होता है। तो मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया और यहाँ पर उसको कर दिया है प्लेस।
एंड इधर हमने प्लेसमेंट इसकी कर दी है। एंड प्लेसमेंट आपको बहुत ध्यान से करनी है क्योंकि आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो जो प्लेसमेंट है वो आप यहाँ से करें ताकि इनकी बाउंड्रीज दिखें। अभी आप जूम कर लें स्क्रीन को ना, जूम करके जो काम होगा ना अच्छे से होगा। अभी देखो बिल्कुल बारीक काम होगा। तो हमने यहाँ पे किया और इसको हमने ऊपर कर लिया। देखिए बिल्कुल माउस से पूरा काम ना करें, कीबोर्ड का इस्तेमाल करें। मैंने कीबोर्ड का इस्तेमाल से हम लोगों ने ये किया है। हाइट को थोड़ा-सा हम कम कर सकते हैं बिकॉज़ हमारे पास अभी काफ़ी सारे चार्ट्स आने वाले हैं। तो हाइट को अब हम इसको छोटा करके देखते हैं ताकि हमें समझ आए। तो ये इसको हमेशा याद रखें, अपनी स्क्रीन को पहले ऐसे करें और इसको हमेशा ना 100 पे रख के ही काम करना है बिकॉज़ आपका जो ये है, इसको ऑन करें, यहाँ पे इसे 100 पे रखें, 100 एंड ओके। फिर प्लेसमेंट चेक करें कि उसकी प्लेसमेंट कितनी है। अभी उसकी प्लेसमेंट इस तरीके से है, ठीक है। अब आप इसके अंदर लिख सकती हैं, क्या लिखेंगे, सेल्स डैशबोर्ड। तो सेल्स डैशबोर्ड मैंने लिख दिया है। इसके अंदर जो भी आपको फॉर्मेटिंग करनी है आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो एंड वापस से इस पर क्लिक करके एंड यहाँ पे बोल्ड कर सकते हो एंड यहाँ पे इसका साइज़ इंक्रीज कर सकते हो, कलर इसमें ब्लैक कर सकते हो। देखो हमने फिल कलर गलती से कर दिया, ये आ गया है। और हम लोगों को इसको मिडिल करना होगा तो मिडिल कर दिया है एंड दैट्स लुक फाइन, दैट्स लुक ग्रेट अभी के लिए। एंड हमें अगर इसका बॉर्डर में कुछ करना है तो यहाँ शेप फॉर्मेट में जाकर अगर इसका बॉर्डर कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन मेरा पूरा जो चार्ट है वो ब्लैक के अराउंड ही बन रहा है तो मैं इसको एज इट इज़ रख लेती हूँ। मैं चाहती तो बस इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकती हूँ, साइज़ इंक्रीज़ करना वुड बी अ बेटर ऑप्शन। देख लेंगे एक बार के लिए, जैसी चीज़ें होती हैं ना वैसे करते हुए जाते हैं। ज़्यादा लोड नहीं लेंगे इस चीज़ का कि अरे ये ऐसे क्यों है वैसे क्यों है। 36 कर लिया मैंने, दैट्स लुक फाइन। अभी इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। अभी यहाँ पर अगर आपको लोगो लगाना होता तो आप लोगो भी लगा सकते थे, यहाँ पे आप लोगो लगा लेते एंड यहाँ पे सारी चीज़ें कर लेते। तो लोगो लगाना चाहते हैं तो लोगो भी लगा सकते हैं। उसके बाद हमें लेकर आना होगा एक स्लाइसर, क्योंकि हमारी बात हुई थी कि हम यहाँ स्लाइसर और टाइमलाइन लेकर आएंगे। तो आप अपने KPI वाले में जाएँ, कोई ऐसा स्लाइसर चूज़ कीजिए जो कि इस तरीके का हो, जैसे मैंने ये सेल्स चैनल वाला लिया और जो इम्पोर्टेंट वाला हो। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, अपने डैशबोर्ड में जाकर यहाँ पे आके पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप इसे क्लिक कर लेंगे। मैं इस पर क्लिक करती हूँ, स्लाइसर पे क्लिक करती हूँ। क्या हम इसे, एक सेकेंड, स्लाइसर पे जाकर हम लोग इसे क्या हम साइड बाय साइड कर सकते हैं? तो मैं उसको देखने की कोशिश ज़रूर करूँगी एंड लेट मी जस्ट ऑलवेज शो द रिबन एक सेकेंड के लिए। हाँ, एक बार के लिए हम ले कर लेते हैं बाद में, क्योंकि हमें पता है ना अब इसी अलाइनमेंट में सारी चीज़ें करनी है। तो एक बार के लिए मैंने इसे ऑलवेज शो रिबन कर लिया है। हम इसे कंट्रोल S कर लेते हैं ताकि ऑटो से ऑन हो जाए। एंड उसके बाद हम लोग अभी स्लाइसर में कोई भी चीज़ें चेंज करनी है तो हम इस पर क्लिक करेंगे, स्लाइसर पे क्लिक करेंगे। बहुत ज़्यादा बार एडजस्ट करके देखा, अगर साइज़ नहीं हो रहा है तो यहाँ पर भी वैसे भी हम 2 स्लाइसर लगाने वाले थे, तो उन 2 स्लाइसर की जगह पे एक टाइमलाइन आ जाएगी तो कुछ इशू नहीं होएगा। तो मैं यहाँ पर इसे थोड़ा सा इंक्रीज़ और कर देती हूँ, ठीक है। हम लोगों ने थोड़ा सा और इंक्रीज़ किया, थोड़ा सा इसे छोटा किया, हाँ। और यहाँ पर इसको इसके बराबर में, मतलब जो सेल्स वाला है इसके बराबर में हम लोग यहाँ से काम करते हैं, टाइमलाइन पे जाते हैं, इसकी विड्थ को इंक्रीज़ करते हैं हल्का सा, 1 पॉइंट कम सा, एक ज़्यादा। एंड हम लोग इसको लेते हैं राइट साइड में लेकर जाते हैं, ये ठीक है, ठीक है। एंड हम इसको 1 पॉइंट कम ही रख सकते हैं, तो हम लोग इसको 1 पॉइंट कम ही रखेंगे, दैट वुड लुक बेटर। एंड हम थोड़ा सा इसे साइड में कर लेंगे। ये थोड़ी सी बहुत जल्दी मूव कर रही है टाइमलाइन ना, तो इसलिए दिक्कत दे रही है। स्लाइसर कितने आराम से, इसके नखरे बहुत सारे हैं, ठीक है। हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं, ऑल्दो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस एडजस्टमेंट, बट स्टिल। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 स्लाइसर लगाने वाले थे ना, तो वो 2 स्लाइसर की बजाय अब हम यहाँ पे और स्लाइसर्स ले आते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने KPI में जाएंगे और 2 स्लाइसर ऐसे चाहिए जो छोटे छोटे वाले हों। तो एक तो हमने सेल्स वाला कर लिया है, उसके बाद एक काम करते हैं, हम ये ब्यूटी प्रोडक्ट वाला लेते हैं एंड या फिर जो इम्पॉर्टेंट है वो पेमेंट मोड वाला लेते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ पे डैशबोर्ड में जाते हैं, पेस्ट करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ राइट क्लिक करते हैं, स्लाइसर में जाते हैं और कॉलम को 4 कर लेते हैं, ठीक है। और हम इसे इंक्रीज़ कर सकते हैं इस तरीके से एंड हम इसकी हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके हम इस स्लाइसर पे जाकर हम इसकी हाइट को इस तरीके से इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। ये कितना ब्यूटीफुली ईजी तरीके से हो जाता है।
इन कंपैरिजन टू अगर मैं देखूँ, अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन को थोड़ा सा जूम करके इसको साइड में कर लेती हूँ एंड यहाँ पर इसको एडजस्ट करती हूँ, बिल्कुल ये भी बहुत जल्दी जल्दी मूव कर रहा है। हमारे जूम करने की वजह से ये मूव इस तरीके से कर रहे हैं। हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। ठीक है, फिर हम एक काम करते हैं, हम इसका भी मूवमेंट वैसे ही रखते हैं, इसका भी मूवमेंट वैसे रखते हैं। ठीक है, हमें जस्ट गिव मी मिनट्स। ओके, यहाँ से हम इसे ऑलवेज शो रिबन करते हैं। थोड़ा सा वक्त लग रहा है हमें, क्योंकि हमें सारी चीज़ों का ध्यान रख के चलना है, तो हम उस सभी चीज़ों का ध्यान रख के चल रहे हैं। हम कंट्रोल Z करें सो दैट उसका प्लेसमेंट एकदम करेक्ट आ जाए, जो भी प्लेसमेंट था। हाँ, ये प्लेसमेंट करेक्ट आ गया है। हमने इसको 100 कर लेना है एंड ओके कर देना है। तो ये प्लेसमेंट आप देख सकते हो अभी के लिए करेक्ट है। हल्का सा साइड में करेंगे तो हल्का सा साइड में नहीं होता है, पूरा का पूरा ही साइड में हो जाता है। एंड ये वाला प्लेसमेंट और यहाँ पे कर लेते हैं। इसका हम स्लाइसर में जाएंगे और हाइट को इंक्रीज कर देंगे यहाँ से। दैट्स लुक बेटर। इसकी हाइट को भी 0.85, 0.9, तो इसको भी 0.9 करो। ठीक है, और यहाँ से इन नंबर्स को याद कर लोगे तो बेहतर ही है। शेप फॉर्मेट 0.9 करेक्ट। यहाँ पे नीचे आ जाओ, परफेक्ट। इसका प्लेसमेंट्स हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी ठीक है। इसका जो कलर है वो चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप इसे डार्क ब्लू कर लो तो डार्क ब्लू लुक्स फाइन। ठीक है, अब अगर मुझे एक और ऐड करना है, जो कि मैं 100 पे देखती हूँ कि यहाँ पे प्लेसमेंट बचा है क्या नहीं, काफ़ी बचा हुआ है, तो हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो स्क्रीन है वो अभी बची हुई है, तो एक स्लाइसर अगर मैं ऐसे ऐड करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ, जो कि इसकी हाइट पे आए। तो अगर चलें हम अपने KPI में जाएंगे, यहाँ से एक और ले लेते हैं जो कि हमारा डिलीवरी स्टेटस वाला हो सकता है, या फिर हमारे पास पेमेंट कोड वाला हमने ले लिया, रीजन ले सकते हैं या डिलीवरी स्टेटस ले सकते हैं। तो हम लोगों ने डिलीवरी स्टेटस वाला कॉपी किया है, डैशबोर्ड में गए हैं, पेस्ट किया है, यहाँ पर स्लाइसर में गए हैं, यहाँ पे 4 कॉलम कर दिया है। 4 कॉलम करने पे ये नहीं आ पाएगा, तो हम इसे 2 कॉलम करेंगे। 2 कॉलम कर दो, ये इस तरीके से आ जाएगा। एंड आप इसे एडजस्ट कर सकते हो, आप इसकी हाइट को एडजस्ट कर लीजिए एंड हियर वी गो। इसे थोड़ा सा एक्सपैंड कीजिए। यहाँ पर इसकी जो हाइट एंड विड्थ है वो 0.9 रखनी है, दैट्स करेक्ट। इसकी जो हाइट है वो थोड़ी सी कम कर दीजिए एंड यहाँ पर आप इसे एडजस्ट कर दीजिए। इसको थोड़ा सा साइड में कीजिए एंड जूम कर लीजिए, इधर जाइए, यहाँ पर देखिए ये ठीक है। अगर आप इसका हेडर भी हटाना चाहो तो हटा सकते हो, सो दैट आप यहाँ पे क्या कर सको ना, वो इजीली सारे काम कर सकते हो अगर हेडर हट गया तो। लेकिन फिर दिखेगा नहीं, पता नहीं लगेगा। तो एक तो करो कि इसका कलर चेंज कर लो, यहाँ से आप इसका ब्लैक कलर दे दीजिए एंड इसमें अगर कोई पर्टिकुलर कलर करना हो, ओके लेट मी जस्ट चेक क्या कोई और कलर अवेलेबल है। नहीं, ब्लैक इज़ लुकिंग फाइन एंड हम लोग यही कलर रखेंगे एंड इसी तरीके से इसको रखेंगे। ठीक है, अब मैं एक काम करती हूँ, इसे 100 पे कर लेती हूँ एंड यहाँ से हम ओके कर देते हैं कि हमारी स्क्रीन पे अभी तक जितनी चीज़ें हैं वो इस तरीके से दिखेंगी। और अगर मैं फुल स्क्रीन टैब लूँ तो ये मुझे इस तरीके से दिखेगा। अभी मेरे पास काफ़ी स्पेस है चीज़ों को दिखाने के लिए। एक बार के लिए मैं Ctrl+S कर देती हूँ ताकि ये सेव हो जाए एंड इस तरीके से काफ़ी स्पेस है अभी हमारे पास ना चीज़ों को दिखाने के लिए। अगर मैं इधर इसको करती हूँ तो थोड़ा सा मुझे कम करने की नीड है एंड हाँ, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी के लिए एंड ये तो महाराज मान ही नहीं रहा है, ये भी ठीक लग रहा है।
अब हम लोग 2 स्लाइसर, अभी जितने भी स्लाइसर बच गए हैं उन्हें ऐड करते हैं जल्दी-जल्दी इसी तरीके से। यहाँ डैशबोर्ड पे केपीआई पे जाऊँगी, यहाँ से कोई भी जो चीज़ हो चुकी है इसको मैं क्रॉस कर देती हूँ। जो चीज़ भी हो चुकी है आपने लेनी है आप ले सकते हो। यहाँ पर क्या-क्या हो चुका है, डिलीवरी स्टेटस हो चुका है, पेमेंट मोड हो चुका है, सेल्स चैनल हो चुका है। ये सारे हो चुके हैं तो इनको मैंने साइड में कर दिया सो दैट मेरे पास ये ध्यान में रहे। तो एक हम लोग ले लेते हैं प्रोडक्ट सब कैटेगरी, इसको ले लेते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद ये हमारा हम बाद में दिखा दें तो ज़्यादा बेहतर है ना? इसको क्योंकि हम लोग इस तरीके से ले लेंगे कि स्लाइसर में जाकर इसको हम इस तरीके से दिखा देंगे। अब तो हमारे पास ऑप्शन आ गया है ना कि हम उसको किसी भी फॉर्म में दिखा सकते हैं। इससे पहले इसको हम यहाँ दिखा देते हैं, भाई इससे पहले हम लोग केपीआई में जाते हैं और 1, 2, 3 कॉपी करते हैं, डैशबोर्ड पे लेकर आते हैं, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। सारे पेस्ट कर लिए यहाँ पे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, प्रोडक्ट कैटेगरी वाला यहाँ पे रखते हैं और उसके बाद रीजन वाला यहाँ पे रखते हैं। नहीं, प्रोडक्ट कैटेगरी में एक काम करते हैं, प्रोडक्ट कैटेगरी नीचे रखेंगे, सब कैटेगरी आएगा ना, प्रोडक्ट कैटेगरी इसको थोड़ा और नीचे, प्रोडक्ट कैटेगरी इसके ऊपर, उससे पहले रीजन। देखो थोड़ा प्लेसमेंट हमने सिर्फ ये देख के नहीं करना है कि सिर्फ हमारा का डेटा सुंदर लगे, ये देख के भी करना है कि भाई वो कामगार भी उतना ही हो। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ सिटी कर सकते हैं, सिटी वाला, और सिटी के लिए हम लोगों को स्लाइसर वाली चीज़ कर सकते हैं कि हम यहाँ पे स्लाइसर में कॉलम्स को इस तरीके से एडजस्ट कर लें, दैट्स लुक बेटर। अब ये काम करो, रीजन को इस तरीके से इतना इतना स्ट्रेच कर लो, जितना जितना आपको चाहिए, हल्का हल्का यहाँ से स्ट्रेच कर लो। कितनी है इसकी विड्थ, एक बार के लिए काम करो, ऑलवेज शो रिबन करो ताकि यहाँ से देख सको। एंड इसकी विड्थ कितनी है टाइमलाइन में चेक करो, इसकी विड्थ है 4.1, तो इसकी विड्थ चेक करो, यहाँ से जो विड्थ है ये 4 है तो 4.1 कर लो, तो ये आ गई इसके बराबर। इसकी विड्थ को भी हम लोगों ने 4.1 करना है तो यहाँ पे कर लो 4.1, ठीक है। एंड इसको भी एडजस्ट कर लो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर इसकी विड्थ आप सभी को पता लग गई है 4.1 है, 4.1 करो इसको भी, एंड इसको एडजस्ट करो यहाँ पे इनके बराबर, ठीक है। ये इनके बराबर में एडजस्ट हो गया है। इस वाले को थोड़ा सा आपने इसको भी, इसकी जो हाइट है वो आपने वही रखनी है 4.1, तो आप इसे लो 4.1 रखो, एंटर करो, एंड यहाँ पे एक बार के लिए क्रॉस कर लो इसे, इसे भी एडजस्ट करो। अब ये एडजस्टमेंट हमें हाइट, यहाँ पे देखो इनकी हाइट क्या है, स्लाइसर की 2.33 है, इसकी हाइट भी अगर मैं 2.33 कर दूँ तो कितना आएगा, एक सेकेंड, 2.33, तो यहाँ पर मुझे इन लोगों की हाइट बनानी पड़ेगी फिर, यहाँ पर स्लाइसर में जाकर मुझे इसकी हाइट इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, विच चीज़ लाइक दिस, एंड वी हैव टू लाइक दिस। हाँ ठीक है, अब एक काम करो, इसको 100 किया हुआ है ना, ऑलवेज शो रिबन को फुल स्क्रीन मोड कर दो और अब चेक करो क्या आ पा रहा है। नहीं, ये सिटी नहीं आ पा रहा, हम लोगों को इनकी हाइट को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा सो दैट ये सारे के सारे आ जाएं, राइट। हम लोगों को इनकी हाइट को एडजस्ट करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं, इसमें जाते हैं स्लाइसर में, स्लाइसर में इसका हाइट दिख रहा है 1.94, इसे करते हैं 1.75, ठीक है। अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं तो इसमें ये ऐसे करके कर लेंगे, है ना, ड्रॉप डाउन का इस्तेमाल कर लेंगे। इस वाले में भी हमें करना पड़ेगा 1.75, तो विच इज़ 1.69 है, इसे भी 1.75 कर लो, ठीक है। तो ये हमने एडजस्ट कर लिया यहाँ पे, एंड उसके बाद ये हमने एडजस्ट कर लिया यहाँ पे, एंड इसके बाद ये हमने एडजस्ट कर लिया यहाँ पे, हल्का सा ऊपर, ठीक है, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा, ठीक है। फिर इसको भी हल्का सा नीचे कर सकते हैं। देखो अगर बारीक काम करोगे तो अच्छा लगेगा, बस बात ये है, अगर ऐसे करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। देखो सारे सेलेक्ट कर पा रही हूँ मैं, हाँ सब कर पा रही हूँ, ठीक है। तो हमने इसको चेक भी कर लिया, ठीक है। अब आप इसे सबको क्रॉस कर दो ताकि आपका फुल डेटा दिखे। अब आप फुल स्क्रीन मोड पे हो, एंड फुल स्क्रीन मोड पे 100 पे हो या नहीं वो चेक करो, 100 पे ही हो,
एंड फुल स्क्रीन मोड में हूँ। तो क्या पूरा दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है, लेकिन इसकी हाइट का इशू है। इसकी हाइट का हल्का-सा इशू है। इसको हल्का-हल्का और ऊपर करते हुए जाओ, ताकि ये अटैच होते जाएँ। अच्छा, इसकी हाइट हम थोड़ी-सी कम कर सकते हैं। दैट्स बेटर एंड दैट्स बेटर। अभी दिख रहा है, लेकिन अभी भी पूरा नहीं दिख रहा है। अगर मैं फुल स्क्रीन मोड करती हूँ, फुल स्क्रीन मोड, तो भी वो पूरा नहीं दिख रहा है। तो इसकी हाइट हमें थोड़ी-सी कम करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। इसको एक काम करते हैं, इसकी हाइट को थोड़ा-सा कम करते हैं। हाँ, दैट्स लुक बेटर। ठीक है, अभी ठीक है। अगर हमें कहीं कुछ करना भी होगा तो हम इस तरीके से कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। इस तरीके से हम लोगों ने कर लिया। अब आप एक काम करो, एक-एक को कलर देना शुरू कर दो। तो आप स्लाइसर में जाओ, एक बार के लिए एक काम कर लो, यहाँ से ऑलवेज शो रिबन कर लो। ऑलवेज शो रिबन करने के बाद एक बार इसको कलर दे दो। इसको हमने कलर दे देना है, हमारे पास मस्टर्ड कलर दे देना है। ठीक है, इसको कलर दे दो। इसको हम लोग जितने भी स्लाइसर्स हैं, ब्लू ब्लू के बाद ब्लैक आना चाहिए था, तो एक काम करो, इसे ब्लैक दे दो। यहाँ से भी ब्लैक ही हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास मस्टर्ड आएगा, तो यहाँ से इसको मस्टर्ड दे दो। इसके बाद हमारे पास ब्लू आएगा, उसके बाद हमें ब्लू दे दो। ब्लू ये वाला देना है। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ, तो ब्लू के बाद हमारा फिर से ब्लैक आएगा, तो इसको हमने ब्लैक दे दिया। तो यहाँ पर हमारा सेम तरीके से एक जो चल रहा है डैशबोर्ड, वो हमने तैयार करना शुरू कर दिया है। हमारे जितने भी स्लाइसर्स थे वो यहाँ पे आ चुके हैं। मैं इसे 100% करके दिखाती हूँ। 100% किया, ओके, एंड ऑल फुल स्क्रीन मोड किया, तो ये आ गया। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। तो ये आ रहा है कंप्लीट। तो अभी तक हम लोगों ने इतना तैयार कर लिया है, जो कि काफ़ी बेहतर लग रहा है। अब हम अपने चार्ट्स को यहाँ पर लेकर आएँगे। काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक शेप को इंसर्ट करेंगे, बिकॉज़ वो एक आउटलाइन जैसा लगना चाहिए। तो मैंने यहाँ रेक्टेंगुलर एक शेप लिया है और यहाँ पर मैं इसको एडजस्ट करने वाली हूँ। अभी मैं एक बार के लिए रफली मैंने बनाया है, ताकि मैं इसको एडजस्ट कर सकूँ। तो अभी के लिए मैं इसे इस तरीके से एडजस्ट करती हूँ। मुझे इसकी विड्थ को वैसे ही, मतलब जो है उसको ऑलवेज शो रिबन करना होगा। ओके, हाँ, ये भी ठीक है। एंड हम लोग यहाँ शेप फॉर्मेट में है, ऑलवेज शो रिबन। एंड इसकी हाइट को तो और एडजस्ट करना होगा। भाई ऊपर से भरो यार। एंड विड्थ को, अच्छा, एक बार के लिए मैं इसको यहाँ पे इसका सिलेक्शन किया। ठीक है, अब अगर मैं इसे 100 पे रख रखा है, 100 एंड ओके किया है, मैंने इधर कर लिया है, तो ये इसके जितना आ रहा है, ठीक है। एंड हम लोग इसको फुल स्क्रीन मोड भी करेंगे, तो ये सही से आ जाएगा। थोड़ा सा वक्त ले रहा है लोड होने में, अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। थोड़ा सा मुझे इसका लेंथ जो है थोड़ी सी इंक्रीज़ और करनी है, हाइट, ताकि इसके बराबर आ जाए। तो आप देख सकते हो अब इसकी हाइट इसके बराबर आ चुकी है। मैं इसे थोड़ा सा और ऊपर करती हूँ। अब दोबारा इसकी हाइट में इजाफा करते हैं। ये क्या हुआ? ये हमसे, शुक्र है ऑटो सेव ऑन था। शुक्र है, आप देख सकते हैं वो पूरा बंद हो गया था मुझसे। इसीलिए कहते हैं कि ऑटो सेव ऑन रखो। हमने विड्थ क्यों इंक्रीज कर दी है? मैं, हाँ, ठीक है। हाँ, अभी वो ठीक लग रहा है, अभी परफेक्ट है। ठीक है, विड्थ के अकॉर्डिंग भी देखा जाए और वैसे भी देखा जाए तो परफेक्ट लग रहा है। थोड़ा सा मैं विड्थ और इधर कर सकती हूँ, ठीक है।
तो मैं थोड़ा सा विड्थ और इंक्रीज़ कर लेती हूँ, 1 पॉइंट इंक्रीज़ करना पड़ेगा, बस दैट्स इट। अब इसके अंदर हम सारी की सारी प्लेसमेंट करने वाले हैं, तो अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ तो मैं डेफ़िनेटली कर सकती हूँ। मैं इसको ब्लैक भी रख सकती हूँ कि अंदर सारी चीज़ें ब्लैक होती रहें, या ब्लू या लाइटर शेड कुछ रखना है, ग्रेडिएंट रखना है, तो उस तरीके का अगर हम रखना चाहें तो रख सकते हैं। मुझे इस तरीके का कुछ चाहिए नहीं था वैसे, वाइट में ही मैं करना चाह रही थी, तो हम लोग ये वाइट ही रख लें तो बेहतर है। हाँ, तो इसे ब्लू लाइन रख सकते हैं, ऐसा रख सकते हैं, बट इसको रखेंगे अंदर वाइट ही। अब एक काम करो, वहाँ पे जाओ अपने केपीआई में जाकर, ये यहाँ पे क्यों आ गया है, हम लोग डैशबोर्ड में देखते हैं, कहीं पे कोई स्लाइसर, इसको क्रॉस करो। अब सारी चीज़ें ठीक है। अब देखो अपने केपीआई में जो आ गया अपना डेटा। एक काम करो, सबसे पहले अपने टैग्स ले आओ वहाँ से, तो जितने भी टैग्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, जितने भी टैग्स दिख रहे हैं, आपने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल को होल्ड रखो, ये सारे एक बारी में सेलेक्ट हो जाएंगे। कॉपी करो, डैशबोर्ड में जाओ, यहाँ पर आप पेस्ट कर लो। पेस्ट करने के बाद आपको क्यों नहीं दिख रहे हैं, क्यों नहीं दिख रहे हैं वो, क्योंकि रेफरेंस चेंज हो गया है। क्या चेंज हो गया, रेफरेंस है चेंज हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ अभी, ऑलवेज शो रिबन। तो यहाँ पर जब आप देखोगे रिबन दिख रहा है, लेकिन अभी हमारा फॉर्मूला बार नहीं दिख रहा, तो एक बार के लिए फॉर्मूला बार और दिखा देते हैं। ये क्या दिखा रहा है, A2, लेकिन A2 तो वो KPI वाली शीट का है। तो यहाँ पर आपको ये लेना है, इसको हटाना है, KPI में जाना है और अब ये लेना है। तो देखो KPI का A2, अब एंटर कर दो, तो अब आपका ये आ गया है, ठीक है। अच्छा, ठीक वैसे ही अब देखो C2 हमने लेना है, लेकिन KPI का C2 लेना है, तो आप यहाँ KPI में जाएंगे, C2 ले लेंगे, एंटर कर देंगे, तो ये आपका वैल्यू आ गया है। कुछ नहीं है, बस यहाँ पर आपने जो है वो शीट चेंज कर दी है, तो इसीलिए उसको फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे ले लीजिए। तो ये आपका 7 आ गया, ये C7 है, तो C7 को भी वहाँ पे जाकर दोबारा से सेलेक्ट कर लीजिए, तो आप अपने KPI में जाएंगे, दैट इज़ योर C7, और आपका ये आ जाएगा, ठीक है। आपने ये बना लिया। अब एक KPI में देखो, एक तो है सम ऑफ टोटल सेल्स, एक है सम ऑफ डिस्काउंट अमाउंट, फिर है सम ऑफ नेट सेल्स एंड फिर है सम ऑफ प्रॉफिट। तो मैं यहाँ पे ये दिखाना चाहती थी कि सम ऑफ नेट सेल्स आ जाए, उसके बाद सम ऑफ प्रॉफिट आ जाए, दो दिखा लेते हैं, बाकी के नहीं दिखाते हैं। तो सम ऑफ नेट सेल्स एंड सम ऑफ प्रॉफिट दिखाएंगे। तो डैशबोर्ड में सम ऑफ नेट सेल आपका ये है, मैं वहाँ पे चेक करती हूँ क्या क्या है सम ऑफ नेट सेल्स, A7 और C7। A7 और C7 को रखना है हमने, ये A7 है, ये C7 है, इसको हटा देना है, डिलीट कर दो, इसको हटा देना है, डिलीट कर दो। अब एक काम करो, एक और शेप भी ले सकते हो या फिर इसी शेप में लेना है, एक और शेप ले लेते हैं, इंसर्ट करेंगे, शेप लेंगे, यहाँ पर आपने एक रेक्टेंगुलर लिया और यहाँ पे बिल्कुल कोने में जाकर एक रेक्टेंगल बनाया। इसको एक बार के लिए साइड में रख लो, इसको यहाँ पर प्लेस कर दो। इसको प्लेसमेंट जो हमने करनी है, हमने यहाँ पे करनी है, और इसकी जो प्लेसमेंट है वो हम टाइमलाइन की हाइट के अकॉर्डिंग करेंगे, वो ज़्यादा बेहतर लगेगी। एक बार के लिए इसको भी साइड में रख लो। एंड टाइमलाइन की हाइट क्या थी वो चेक कर लो, टाइमलाइन की हाइट है 1.41, तो इसका भी जो हाइट है वो यहाँ पर 1.41 करके देखें क्या, 1.41 नहीं, ये नहीं, हमने इसकी करनी थी, हाँ, यहाँ पे 1.41 कर दिया और ये हाइट एकदम परफेक्ट आ गई है। अब मैं इसके साथ इसे अलाइन कर देती हूँ, तो यहाँ पर हमारा ये वाला जो बॉक्स है ना, इसको भी हल्का सा ऊपर करने पे पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है, ठीक है, चलो ठीक है, Ctrl+S करेंगे, इसकी प्लेसमेंट करो, प्लेसमेंट ठीक है। इसको मुझे तो लगता है थोड़ा सा और इंक्रीज करना चाहिए, बिल्कुल धीरे से इसको, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। इसका प्लेसमेंट हो गया है एंड इसका प्लेसमेंट भी हमने कर दिया। इसकी प्लेसमेंट में थोड़ी सी हाइट थोड़ा सा कम करना पड़ेगा इसके बराबर लेने के लिए, एंड हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको इसके बराबर लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बहुत जल्दी मूवमेंट कर रहा है, तो हाइट को एकदम इतने पॉइंट से 3 से सीधा 4 आ रहा है, ये 1.35 करें तो
देखो ये एक थोड़ा सा कम, 1.33 करें तो परफेक्ट। तो ये इसका प्लेसमेंट हम इसके अंदर करना चाहते हैं और ये इसके पीछे जा रहा है, तो हम इसको, इसका सिलेक्शन है ना, तो ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे, ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो ये आ जाएगा इस तरीके से। आपको ये क्या दिखा रहा है, ये टोटल सेल दिखा रहा है। आप इस पर डबल टैप करें और यहाँ पे लिखें टोटल सेल्स, ये लिख लिया आपने। और उसके बाद अब आपको इसकी जो भी फॉर्मेटिंग करनी है, तो अब आप एक काम करें, इसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल जेड पे तो हाथ आपने रखना ही है। होम पे जाएं, होम पे जाने के बाद आपने काम करना है, इसको बोल्ड करना है, इसको मिडिल का अलाइनमेंट देना है। मिडिल ये वाला अलाइनमेंट मत दो, टॉप का ही दो। एंड उसके बाद थोड़ा सा इसे बोल्ड कर लेना है। हाँ, और ये ठीक लग रहा है। अब यहाँ पर अब आप इसे इंक्रीज़ करो, यहाँ पर इसका करेक्ट तरीके से इसको लगाओ, यहाँ पे कर दिया। अब आप इसका वाला फॉर्मेटिंग करो, आप इसको लो एंड यहाँ पे शेप फॉर्मेट में भी कर सकते हो। टेक्स्ट फिल हमें कुछ नहीं करना, अलाइनमेंट हमें ठीक करना है, तो हम मिडिल में अलाइनमेंट कर लेते हैं। बोल्ड हमें करना है, साइज़ हमें इंक्रीज़ करना है, तो जिसके लिए हमें इसका सिलेक्शन करना होगा, जस्ट कंट्रोल ए। एंड अब हमें साइज़ जो है वो इंक्रीज़ चाहिए, वो इतना चाहिए और बोल्ड चाहिए। तो देखो अब जो ये बना है, मैं इसको 100 पे लेती हूँ, जस्ट 100 एंड ओके करती हूँ। एंड साथ ही साथ में यहाँ से मैं फुल स्क्रीन मोड लेती हूँ और मैं यहाँ पे आती हूँ एंड फुल स्क्रीन मोड में मैं बार बार इसे 100 से वो कर देती हूँ, ठीक है। फुल स्क्रीन मोड में हमें व्यू में हमारा फॉर्मूला बार हमें हटा देना है और अब हम यहाँ पे लेकर आते हैं। तो देखो ये हमारा अभी तक का डैशबोर्ड बन रहा है, जिसमें टोटल सेल आपको कितनी ब्यूटीफुल तरीके से नज़र आ रही है। अब मुझे कुछ नहीं करना, कंट्रोल शिफ्ट करना है एंड जस्ट ड्रैग इट ओवर हियर, एंड हम लोगों को कंट्रोल शिफ्ट से करना था, जस्ट ड्रैग इट ओवर हियर, ठीक है। इसको हम लोगों ने क्या कर लेना, ब्रिंग फॉरवर्ड करना है। इसका सिलेक्शन सिर्फ ये वाला सिलेक्शन चाहिए था, सिर्फ ये वाला सिलेक्शन, कॉपी पेस्ट। अभी क्या है ना, ये इसी के साथ अलाइंड हो रखा है, ठीक है, तो मुझे ये नहीं चाहिए। अभी देखो सिर्फ इसका सिलेक्शन हुआ है, कंट्रोल शिफ्ट साइड एरो से मैं इसे यहाँ पे ले जा रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसके साइड में ही हमने वो करना है, इसको आप ले आओ यहाँ पर, इसको यहाँ ले आओ यहाँ पर। और हम एक और तरीका भी कर सकते थे, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं आपको एक शॉर्ट तरीका भी बताती हूँ। आपने इसका सेलेक्ट किया, फिर इसका सेलेक्ट किया, दोनों को होल्ड करो एंड जस्ट ड्रैग इट ओवर हियर। एंड एक काम करो, कंट्रोल जेड करो एंड यहाँ पर अपना फॉर्मूला बार ऑन कर लो। फॉर्मूला बार ऑन करने पे यहाँ पर, और आपने ये ऑलवेज शो रिबन कर लो, तो यहाँ पर आप A7 की जगह अपना C7 लगा दो डायरेक्टली, तो काम आसान हो जाएगा। आपने ये लगा दिया, एंटर कर दिया, तो ये आ गया। सेम फॉर्मेटिंग जो हमें इसमें करनी थी, होम टैब से फॉर्मेट पेंटर लेकर इसमें कर दो, हो गई आपकी एडिटिंग। एंड यहाँ पे टोटल सेल की जगह टोटल प्रॉफिट लिख दो, तो टोटल प्रॉफिट भी आ जाएगा। अब आपको चेक करना है कि क्या ये वर्किंग है, तो आप इसको 100 रखो एंड ओके कर दो। एंड उसके बाद आप यहाँ पे लेकर आओ। एक बार बताओ, ईस्ट पे क्लिक किया तो हाँ चेंज हो रहा है टोटल प्रॉफिट। इलेक्ट्रॉनिक का चेंज करना है, टैबलेट का जानना है, इसका जानना है, तो चेंज हो रहा है। तो आप इन्हें क्रॉस कर लो। आपका जो अभी तक बना है वो काफ़ी इंटरेक्टिव बना है। अभी हम लोगों ने कार्ड्स बना लिए हैं, चले अब हम इसमें चार्ट्स ऐड करेंगे। प्लेसमेंट में इशू दे रहा है, कभी कभी दे देता है, तो हम लोगों को चार्ट्स पे ना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है जिस हिसाब से प्लानिंग की थी उस हिसाब से चलेगा। आप कंट्रोल को होल्ड करके सारे चार्ट्स को सेलेक्ट कर लीजिए, जितने भी चार्ट्स आपके पास हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चार्ट्स हैं, अब मुझे लग रहा है। कंट्रोल C कीजिए और यहाँ पे ले आएँ आप, कहाँ पर, अपने डैशबोर्ड में लाकर यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। काफ़ी सारे चार्ट्स आ गए हैं यहाँ पे, जिस डायरेक्शन में वहाँ पे आए थे उस डायरेक्शन में ही आ गए हैं। तो हमें अच्छा, इसका सिलेक्शन ख़त्म करें बाहर क्लिक करके, अभी भी सभी का सिलेक्शन नहीं है। ओके, देखो ऑलरेडी आउटलाइन लगा हुआ है। इन एनी केस अगर आपको आउटलाइन नहीं चाहिए होता तो आप आउटलाइन हटा सकते थे, ठीक है। ऑलरेडी लगा हुआ है, फिर सिलेक्शन इसकी हो जाती है, इसकी सिलेक्शन करनी है, कंट्रोल Z। अब ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पर इसको एडजस्ट करना होगा, ठीक है। एक कॉलम चार्ट यहाँ पे आया, एक कॉलम की बात हुई थी यहाँ की,
लेकिन यहाँ पे अभी हमें लगता है हमें कॉलम को यहाँ पे एडजस्ट करना चाहिए, एक कॉलम को। एंड दूसरा जो एक और बार चार्ट है, मैं अभी सारे चार्ट को एक काम करती हूँ, इधर की तरफ अलाइन करके लेकर आती हूँ सो दैट हमें दिखें वो आराम से कि हमें क्या चार्ट लगाना है कहाँ पे। ये वाला हम यहाँ लगा सकते हैं, एक ये रहा, और एक बार चार्ट और होना चाहिए। हाँ ये रहा। तो अब चल के हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कैसे, अगर मैं यहाँ पे कॉलम लगा दूँ, यहाँ पे कॉलम लगा दूँ एंड यहाँ पर हम लोग अपना ये वाला इशू कर सकते हैं। नहीं, ये वाला यहाँ पे नहीं हो पाएगा, तो हम लोग को ऑनलाइन ऑफलाइन वाला यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। और ये वाले को भी यहाँ पे, ये वाले को हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं एंड उसके बाद हम इस वाले को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, इस वाले को हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये विड्थ पूरी लेगा, तो मुझे ये वाला उठा के भी यहाँ नीचे रखना चाहिए एंड इस सर्कल को हमें उठा के वहाँ रखना चाहिए। कलर हम लोग बाद में चेंज करेंगे गाइस। ये वाला मुझे यहाँ पे रखना चाहिए, नहीं ये मुझे नीचे रखना चाहिए। एक सेकेंड में को एडजस्टमेंट करनी दीजिए, मुझे इसका प्लेसमेंट देखना है। ये किया, ये वाला थोड़ा सा मुझे लेंदी चाहिए ना, तो एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट करती हूँ, इसको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। इसको देखते हैं अभी एडजस्टमेंट, इसको हम यहाँ एडजस्ट करते हैं, ये बेहतर लगेगा। और इसको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे और इसको यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, ठीक है। और ये दोनों यहाँ एडजस्ट हो जाएंगे, ये वाला यहाँ पे एडजस्ट होगा, तो ये वाले की एडजस्टमेंट हम कहीं से यहाँ पे ले आते हैं। ऐसे तो एडजस्टमेंट बैठेगी नहीं, हमें इसका एडजस्टमेंट हटा के इसको यहाँ पे ले जाना चाहिए। इसकी एडजस्टमेंट को, इसको ये छोटा है तो ये वाले चार्ट को इधर ले जाना चाहिए, इस वाले चार्ट को इधर लेकर आना चाहिए। हाँ अब बैठ रही हैं चीज़ें, इसको यहाँ ले जाना चाहिए, इसको हमें यहाँ दिखाना चाहिए, इसको हमें यहाँ दिखाना चाहिए। इसकी हाइट को हम इंक्रीज़ कर देंगे इस तरीके से, और इस वाले को फिर हमें यहाँ दिखाना चाहिए। हाँ देख रहे हो आप, अब मुझे थोड़ा बेहतर लग रहा है। अब बस हमें देखो मैंने लगा दिया है, ये जब चार्ट बनेगा तो इस तरीके का बनेगा, ठीक है। अब मुझे बस इसकी एडजस्टमेंट करनी है, तो मैं फुल स्क्रीन मोड करती हूँ एंड यहाँ से मुझे एक बार के लिए 100 और कर लेना है उसे, ताकि वो 100 पे रहे। तो 100 करके ओके करते हैं। अब मुझे समझ आएगा कि मैंने कितनी चीज़ें गड़बड़ कर रखी हैं और कितनी नहीं। तो जब आपका चार्ट बनेगा तो इतना प्यारा चार्ट बन रहा है ना, ट्रस्ट मी, मैं इतनी खुश हूँ इसे देखकर कि हाँ बनेगा। तो थोड़ा वक्त ज़रूर लगाया हमने, बट जब चीज़ बनेगी तो चीज़ देखने लायक बनेगी, ठीक है। तो एक तो हम लोग देख सकते हैं, अब यहाँ पर हम लोग चाहें तो इसकी थोड़ी सी हाइट इंक्रीज़ कर सकते हैं, थोड़ी सी बस इतनी, हम देख सकते हैं। क्रॉस करो इसे, ठीक है। देखो सब चीज़ें काम कर रही हैं आपकी, देख पा रहे हो, ये सुकून देता है ये चीज़, पता है आपको, ये मिल गया। और अब ये नीचे पूरा एडजस्ट करो, इसे नीचे एडजस्ट करो। अच्छा यहाँ पे ये जो पॉइंटर्स हैं इन्हें हाइड कर दो, हाइड बटन ऑन द चार्ट, ताकि आपको थोड़ा और स्पेस मिल जाए। एंड यहाँ पे क्योंकि हम विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं, हमने हाइट यहाँ पे एडजस्ट की, इसको हम कंट्रोल से, भाई हट जाओ, पिवट मत चालू हो जाओ, ठीक है। हम लोग ने यहाँ पे इसको एडजस्ट किया, इसकी हाइट को हम और एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसकी हाइट को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, लाइक थोड़ा सा साइड में करते हैं, ठीक है, हमने इसको ऐसे कर लिया, ठीक है। और हम अब इसको लेते हैं, यहाँ पर जाते हैं, फॉर्मेट पे जाते हैं, इसकी विड्थ को इंक्रीज़ कर लेते हैं। परफेक्ट, अभी ये मुझे इतना परफेक्ट लग रहा है ना, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। अब मुझे एक बार के लिए ऊपर वाले सेगमेंट्स को एडजस्ट करना होगा। ऊपर वाला सेगमेंट ये वाला तो एडजस्टेड है, इस वाले सेगमेंट को, जो ये बार चार्ट है ना, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एक बार के लिए मैं इसको भी थोड़ा साइड में करती हूँ, इसको एडजस्ट करते हैं, इसको हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें पाई चार्ट को एडजस्ट करना पड़ेगा। ऊपर पाई चार्ट है तो इसे एडजस्ट करते हैं सबसे पहले। इसको थोड़ा ऊपर किया, साइड में किया, नहीं हो रहा, ये इतना साइड में अच्छा नहीं लगेगा, इतना यहाँ पे ठीक है। इसको हम लोग इस तरीके से करते हैं, नहीं, अगर मैं इसे इतना छोटा कर दूँगी तो कोई फ़ायदा नहीं है इसका, क्योंकि कुछ पता ही नहीं लगेगा। तो एक काम करते हैं, इसके तो लेजेंड्स ऑफ करते हैं। एक तो
लेजेंड्स ऑन करने हैं, लेकिन जो लेजेंड्स है वो साइड में चाहिए, राइट साइड में चाहिए। ऐसा करते हैं, इस सर्कल को, इसका जो सर्कल है उसको लेते हैं साइड में, हाँ, और इसको करते हैं थोड़ा सा इंक्रीज़, ठीक है। और अब हम इसको करते हैं यहाँ से एडजस्ट, दिखाओ, नहीं, हम थोड़ा सा और जूम करते हैं इसे ताकि हम इसे और एडजस्ट कर सकें। परफेक्ट। इसकी हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तो इसकी हाइट को इंक्रीज़ कर लेते हैं कि हाइट थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाए। नहीं, थोड़ी में बहुत ज़्यादा हो रही है, हम लोगों को ये सर्कल को ही थोड़ा सा ऊपर की तरफ करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ, थोड़ा सा साइड की तरफ। अरे बाबा, इस साइड होना था। कंट्रोल Z पे अपना हाथ जमाए रखें एंड हम इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। परफेक्ट। अभी ये मुझे परफेक्ट लग रहा है। इसके कलर चेंज करने का मन है तो कर दो, वरना मत करो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इस वाले चार्ट की, तो यहाँ पर आपने इसको भी एडजस्ट कर लिया है एंड ये काफ़ी अच्छे तरीके से एडजस्ट हो गया है। अगर मैं बात करूँ, आपको अब ये वाला पाए है जो एडजस्ट करना होगा, लेकिन याद रखें इस पाए में क्या हो रहा है, ये हाइट का डिफरेंस आ रहा है, तो हम इसे थोड़ा सा ब्रॉड कर सकते हैं। अब ब्रॉड करने के लिए काम करें, आप इसकी विड्थ का इस्तेमाल करें, तो देखो ये भी अब इजीली दिखेगा और सारी चीज़ें आराम से हो जाएंगी। ये वाला जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसको भी एडजस्ट करना है ना, ट्री मैप को भी एडजस्ट करना है, तो हम लोग इस तरीके से इस पाई को एडजस्ट करेंगे कि हमारा ट्री मैप एडजस्ट हो जाए। अब मैं ट्री मैप की विड्थ को कम कर देती हूँ तो ये इस तरीके से भी दिख सकता है, विच लुक्स ग्रेट। तो हम लोग इसकी एक काम करते हैं, फॉर्मेट में जाते हैं, इसकी विड्थ को थोड़ा सा और इंक्रीज़ करते हैं, इसको थोड़ा सा साइड में करते हैं एंड दैट्स लुक ग्रेट मैं कह सकती हूँ। और इसकी हाइट को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि मुझे उसकी हाइट जो है वो बार के इक्वल चाहिए, तो मैं इसकी हाइट को ऐसे मैंने इंक्रीज़ कर लिया है। इसकी हाइट को भी मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करना चाहूँगी, इतना, और इसकी हाइट को भी मैं थोड़ा सा और इंक्रीज़ करना चाहूँगी, तो मैं फॉर्मेट में जाऊँगी और मैं इसकी हाइट को इंक्रीज़ कर लूँगी, इतना, इससे ज़्यादा नहीं, एक पॉइंट कम। अब मेरा जो ये वाला है, ये वाला जो पाई है, ये हमें यहाँ पे चाहिए, और उसके लिए अगर मैं इसकी हाइट को कम कर लेती तो मेरे पास स्पेस यहाँ पे बच जाता, यहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो मुझे इसकी हाइट पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, इस वाले चार्ट की हाइट पे। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे एंड इसकी हाइट को थोड़ा सा डिक्रीज़ कर देंगे, तो ये नीचे से हुआ है, तो एक काम करते हैं, इसको ड्रैग करके और नीचे की तरफ करते हैं, ये ऐसे तो नहीं काम देगा, ठीक है, ये ऐसे ले लेते हैं। और सेम गोज़ विद द, अगर इसका हाइट कितना है, इसका हाइट चेक करो, इसका हाइट है 2.8, तो इसका हाइट चेक करो, इसका हाइट क्या है, इसका हाइट हो जाएगा 2.97, तो 2.8 कर लो इसे भी, एंड इसको भी एडजस्ट कर लो इसी के साथ, जो भी इसका अलाइनमेंट है उसको करेक्ट कर लो। तो आपने यहाँ से इसका अलाइनमेंट भी करेक्ट कर दिया, अरे परफेक्ट, ठीक है। अब आपको इसको जो एडजस्ट करना है ना, इसके लिए एडजस्टमेंट थोड़ी सी मैं अलग बताती हूँ, सो दैट आप इसको पूरा अच्छे से एडजस्ट कर सको। बस आप पहले इनकी हाइट का देख लो, इनको हाइट को थोड़ा सा और आप नीचे कर सकती हैं, एंड साथ में इसकी हाइट को भी, इसकी हाइट कितनी है ये चेक कर लो, इसकी हाइट है 4.63, तो इसकी भी हाइट को क्या कर लो, ट्री मैप वाले को भी हाइट को जो कर लो 4.63 कर लो। इसीलिए बस ये थोड़े से पॉइंट्स को ध्यान रखना पड़ता है, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, हाँ, नहीं, हाँ, अभी परफेक्ट है, ठीक है। इसको एक काम करो, राइट क्लिक करो, फॉर्मेट प्लॉट एरिया करो एंड यहाँ से फिल में जाकर नो फिल कर दो, इसको डिलीट कर लो, यहाँ से डिलीट, अभी तो ये डिलीट भी नहीं हो रहा है, कंट्रोल एस करो, हाँ देखो अब ये ना, इसमें कुछ भी वो नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है इसके अंदर, ये वाइट वाला है। एक काम करो, इसमें राइट क्लिक करो, वापस से फिल में नो फिल कर दो, नो फिल कर दिया। अब इसके बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है, इसको ऐसे एडजस्ट कर लिया, अब ले जाओ इसे यहाँ पर, और अब एक काम करो, इसका ये इंक्रीज़ करो, फॉर्मेट पे जाओ, इसकी विड्थ इंक्रीज़ करो, हाइट इंक्रीज़ करो एंड यहाँ पे इसको एडजस्ट करने की कोशिश करो। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती,
हमने इतनी देर से कोशिश कर रहे हैं इसे करने की, हारेंगे क्या हम? तो देखो इसको हम लोग यहाँ पे, ये अभी थोड़े से ड्रामे दिखाएगा क्योंकि भाई लास्ट में लिया है तुमने मुझे, ड्रामे तो मैं दिखाऊंगा। एंड हम थोड़ा सा हाइट को एडजस्ट, विड्थ को ऐसे ले लिया ना, कोई बात नहीं, विड्थ करो आप। और हम लोगों ने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे अच्छा मतलब सताता तो है ये। थोड़ा सा और विड्थ इंक्रीज़ हो जाए, 1 पॉइंट, बस 1 पॉइंट, 4.5 हो जाए बस। अब ये साइड में जो होगा ना, हाँ अब भी ठीक है। ठीक है, इसका थोड़ा सा हाइट और इसके बराबर हो जाए, परफेक्ट। अब हम चाहें तो इसकी भी हाइट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं, एंड थोड़ा सा विड्थ इससे मैच कर सकते हैं। और हम चाहें तो इसकी भी हाइट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। परफेक्ट हो गया है। अब मैं काम करती हूँ, इसे रखती हूँ 100 पे है ये, और फुल स्क्रीन पे। अब आपका ये डैशबोर्ड तैयार हो चुका है। अब एक काम करें, अगर मान लीजिए मुझे ये देखना है कि ऑफलाइन में किस तरीके से हमारी सेल हुई है, तो जस्ट क्लिक ऑफलाइन, एंड ऑफलाइन में ये मुझे दिखा रहा है कि मेरा यहाँ पर अगर रीजन वाइज देखूँ तो मैंने ऑफलाइन में इस तरीके से काम किया है, मंथ वाइज यहाँ पर दिखा रहा है। ऑफलाइन की सेल्स यहाँ पे देख रहे हो 100 है, इन ट्रांजिट ऑफलाइन वालों में ये चीज़ें आ जाएंगी, सारी चीज़ें उस तरीके से दिखा रही हैं। अगर मान लो मैं ऑनलाइन देखना चाहती तो मैं ऑनलाइन भी देख सकती हूँ, ऑनलाइन का अलग आ गया है, अलग तरीके से जितनी भी चीज़ें हैं। अगर मान लो मैं ऑनलाइन में COD देखना चाहती तो ऑनलाइन में COD के लिए ये आपके पैरामीटर्स आते हैं। साथ ही साथ में मैं देखना चाहती जनवरी में मैंने कितना सेल किया है, तो जनवरी के सेल्स आपके पास आ गई हैं। मुझे फरवरी का देखना होता तो मेरे पास फरवरी का आ गया है। मुझे नवंबर टू फरवरी देखना होता तो मेरे पास इस तरीके से देख रहे हो आप, डेटा चेंज हो रहा है। मुझे मार्च का देखना है, मेरे यहाँ वैल्यूज़ भी चेंज हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हो। मैंने COD किया हुआ तो सिर्फ COD आ गया। मेरे को ये दोनों चीज़ देखनी है, COD एंड UPI, तो देखो यहाँ से पूरा डेटा चेंज हो रहा है। सो दिस इज़ हाउ वी मेक आवर डैशबोर्ड। आप इस पर एक चीज़ कर सकते हो, एक चीज़ मैं ज़रूर करना चाहूँगी, यहाँ पे एक शेप फिल कर सकते हो या इसको ब्लैक फिल कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो अभी ये मुझे काफ़ी अच्छा एक लग रहा है। आई एम सो हैप्पी कि ये बन गया है। इसी तरीके से आप चाहें तो सारी चीज़ें बना सकती हैं। देखो कितने आसानी से सारी चीज़ें बन गई हैं। आसानी तो क्या थी, बट हमने काम किया और हमारा डैशबोर्ड तैयार है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अपने फॉर्मूलाज़ की तरफ बढ़ेंगे। इस तरीके से हम अपना डैशबोर्ड बनाते हैं, एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बनाते हैं। काफ़ी मेहनत लगी है, डेटा के समझा है, उसके बाद पिवट से हमने KPIs बनाए हैं, फिर हमने विजुअलाइजेशन किया है, फिर हमने उसको एडजस्टमेंट किया है, फिर उसकी असेंबलिंग की है। असेंबलिंग में बहुत कम वक्त लगता है जब विजुअलाइजेशन पहले कर लिया जाए, थोड़ी प्लानिंग कर ली जाए। थोड़ी प्लानिंग ने तो हमारा डेफिनेटली साथ दिया है। मैं यहाँ सर सारे ही क्लिक कर लेती हूँ कि हमें पूरा ईयर का ही देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मंथ्स आ जाएंगे, ओके। एंड यहाँ से मैं सारे फ़िल्टर्स हटा देती हूँ ताकि कंप्लीट दिखे। तो मैंने सारे फ़िल्टर्स हटा दिए हैं। तो इस तरीके से आपका डैशबोर्ड दिख रहा है। चलें हम आगे बढ़ते हैं हमारे फार्मूलाज़ की तरफ। खुशी तो हमने बना ली है, नाउ लेट्स मूव टू द फार्मूलाज़। अगर फार्मूलाज़ की बात करूँ तो देखो यहाँ पे भी मैं VLOOKUP पढ़ाने वाली हूँ, उसको बहुत सारे एक्सपेक्ट्स में पढ़ाने वाली हूँ। लेकिन मैं बात बता देती हूँ कि ये हमने बेसिक वाले में भी कवर किया है, पार्ट 1 में भी कवर किया है, वहाँ पे तो बहुत डिटेल में किया है। एंड यहाँ पर भी मैं करने वाली हूँ, लेकिन जो बेस होगा, जस्ट बिकॉज हम वहाँ स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं तो यहाँ पे भी डिटेल में तो करेंगे। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा पीस ज़्यादा लगता है और आपको कम समझ आता है तो आप पार्ट 1 को रेफ़र डेफिनेटली कर सकते हो। वहाँ पे भी VLOOKUP कराया, प्रैक्टिस कराइए और वहाँ पे भी अच्छे से समझा है। लेकिन यहाँ पर हम ज़्यादा एडवांस पे फोकस करेंगे। मैं ये कंसिडर करके चल रही हूँ कि आपने कभी ना कभी लाइफ में VLOOKUP लगाया होगा, लेकिन डिटेल में इसलिए बता रही हूँ कि लगाने के बावजूद भी आपने मिस्टेक्स भी की होंगी, तो वो मिस्टेक्स ना हो, इसीलिए VLOOKUP को तो अच्छे से कवर करते हैं, फिर बाकी के फार्मूलाज देखते हैं, ठीक है। चलें, फार्मूला दोबारा कराना ही था,
ताकि बेहतर क्लैरिटी आए। ओके, तो चलें अब हम लोग सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं, देखो आपने जब भी सुना होगा तो 3 तरीके के फॉर्मूला सुना होगा, वी लुकअप, एच लुकअप और एक्स लुकअप। ठीक है, एंड अगर मैं इन तीनों की ही बात करूं तो इन तीनों में आपको कॉमन क्या नज़र आ रहा है? अगर मैं आपसे पूछती हूँ इन तीनों में कॉमन क्या है, तो वो तीनों में कॉमन क्या होगा? तो आप कहोगे कि मैम लुकअप कॉमन है, और आंसर आपका एकदम करेक्ट होगा कि हाँ लुकअप कॉमन है। तो लुकअप का मतलब क्या है? जाओ ढूंढ कर लेकर आओ, जाओ सर्च करके लेकर आओ। थोड़ा हम स्लो चलेंगे ताकि समझ अच्छे से आए। जाओ सर्च करके लेके आओ। अब इसका क्या मतलब है मैम? देखो हमारे पास जब भी डेटा जहाँ रिकॉर्ड होता है ना, तो वो छोटा मोटा रिकॉर्ड नहीं होता। तो हो सकता है आपके पास यहाँ 1 लाख एंट्रीज़ वाला डेटा हो। कैसा हो? 1 लाख एंट्रीज़ वाला डेटा हो। अब उसमें से आपके मैनेजर आपको ऐसा एक रिपोर्ट बनाने के लिए कह दे जिसके अंदर केवल 100 नेम्स हो और उनकी आपको डिटेल देनी है। तो 1 लाख एंट्रीज़ में से 100 नेम्स की एंट्री आप कहोगे फ़िल्टर से भी तो निकाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन क्या वो आसान होगा कि आपको एक एक नाम वहाँ पे सर्च करके डालना होगा और उसके बाद आ जाएगा, फिर उसे कॉपी करके पेस्ट करना होगा? क्या वो इजी प्रोसेस है? नहीं, वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो ऐसे केस में हम लगाते हैं लुकअप फार्मूलाज। लुकअप फार्मूलाज, ठीक है। लुकअप फार्मूलाज के अंदर ये आता है वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप। लुकअप फार्मूलाज क्या कहता है? लुकअप क्या कहता है? जाओ सर्च करके लेकर आओ। दैट मीन्स वो अपने फार्मूला को कहता है जाओ इस 1 लाख एंट्रीज़ वाले डेटा में जाओ और मेरे लिए ये 100 नेम्स वाली एंट्रीज़ का आंसर लेकर आओ। सो दैट इज़ हाउ योर लुकअप फार्मूलाज वर्क। वो क्या कहते हैं? जाओ सर्च कर कर लेकर आओ। तो मैम एक बात बताओ, ये लुकअप है, वो लुकअप है, एक्स लुकअप है, तो मतलब तीनों एक ही काम करती हैं? हाँ तीनों ही ये काम करते हैं। तो फिर इनमें डिफरेंस क्या है? मैं वी लुकअप क्यों लगाऊं? मैं एच लुकअप क्यों नहीं लगाऊं? मैं एक्स लुकअप क्यों लगाऊं? मतलब मेरे को एक ही बता दो ना, मैं वही लगा लूँगा, जब काम ही तीनों सेम करते हैं। काम तीनों सेम ही करते हैं, लेकिन बात यह है कि एक्स लुकअप जो है ना वो 2019 के बाद आया है। ठीक है, ये एडवांस्ड है, तो इसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी के लिए हम इन दोनों की बात करते हैं जो सदियों से चलते हुए आ रहे हैं, मतलब जब से एक्सेल है तब से चलते हुए आ रहे हैं, वी लुकअप और एच लुकअप। तो जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती हैं, एडवांस चीज़ें आती हैं, तब एडवांस नहीं था, तो तब हमें कहा जाता था अगर आपका डेटा वर्टिकल फॉर्मेट में हो। किस फॉर्मेट में हो? वर्टिकल फॉर्मेट। वर्टिकल फॉर्मेट क्या होता है? ये जो स्टैंडिंग लाइन होती है ना, दैट इज़ वर्टिकल। और अगर आपका डेटा हॉरिजेंटल फॉर्मेट में हो, दैट इज़ स्लीपिंग लाइन। अगर हॉरिजेंटल फॉर्मेट में हो, 2 तरीके से डेटा हो सकता है। देखो, या तो मैं अपने पेज पे, ये मेरा पेज है, या तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, यहाँ पे एक एक चीज़ें लिखती हुई जाऊँ, या मैं अपने पेज पे ऐसे टेबल बना लेती हूँ और मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो जब मैं ऐसे लिखती हूँ दैट इज़ माई हॉरिजेंटल, और जब मैं ऐसे लिखती हूँ दैट इज़ माई वर्टिकल। ठीक है, तो अभी ये मेरा वर्टिकल है। वर्टिकल के अंदर मैं क्या कह सकती हूँ? A B C D E, मतलब हर कॉलम के अंदर मेरी एक हेडिंग होती है। हर कॉलम के अंदर जिस हेडिंग होती है तो आपका वो वर्टिकल डेटा होता है। और यहाँ पे कैसे होगा? A B C D। जब हर एक रो के अंदर हेडिंग होती है तो आपका वो डेटा हॉरिजॉन्टल कहलाता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, वर्टिकल स्टार्ट्स विद V एंड हॉरिजॉन्टल स्टार्ट्स विद H। तो अगर आपका डेटा वर्टिकल है और इसके अंदर से आपको इन्फॉर्मेशन लेकर आनी है, जो ये 1 लाख एंट्रीज़ वाला डेटा है ना, उसकी बात कर रही हूँ। अगर आपका वर्टिकल डेटा है और उसके अंदर से एंट्रीज़ ढूंढ कर लेकर आनी है तो आप लगाओगे वी लुकअप। और जब आपका डेटा हॉरिजॉन्टल है और आपको इसके अंदर से एंट्रीज़ ढूंढ के लेकर आनी है तब आप लगाएंगे एच लुकअप। समझ आया कि लुकअप काम तो सेम ही करता है, लेकिन हमें सिर्फ डेटा को देखना पड़ता है कि आपका जो डेटा है वो वर्टिकल फॉर्मेट में है या हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में है। वर्टिकल फॉर्मेट में कब होगा? जब उसकी जो हेडिंग्स हैं वो अलग अलग कॉलम्स में होगी। और हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में कब होगा? जब उसकी हेडिंग्स हैं वो अलग अलग रोज़ में होगी। अगर अलग अलग कॉलम में है दैट मीन्स वर्टिकल डेटा है। वर्टिकल डेटा के अंदर कुछ ढूंढ कर लेकर आना है तो आप अप्लाई करेंगे वी लुकअप, और हॉरिजॉन्टल डेटा के अंदर कुछ ढूंढ
कर लेकर आना है तो आप अप्लाई करेंगे एच लुकअप। तो अभी तक आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम वी लुकअप एच लुकअप क्यों लगाते हैं, इसका क्या रिलेवेंस होता है, इसको वी लुकअप क्यों बोला जाता है और इसको एच लुकअप क्यों बोला जाता है। ये डिटेल समझना बहुत ज़रूरी है ताकि डेटा कितना भी बड़ा हो, चाहे 10 लाख एंट्रीज़ का डेटा हो, आपका वी लुकअप गलत नहीं लगना चाहिए। तो ये बात तभी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, चलें अब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये डेटा मतलब ये फॉर्मूला इतना कामगर है, इतना अच्छा। एक्स लुकअप के बारे में बाद में बात करेंगे। वी लुकअप एच लुकअप आ गया ना तो एक्स लुकअप इज़ लाइक मक्खन, और ट्रस्ट मी वी लुकअप आ गया ना, एच लुकअप इज़ मक्खन, एक्स लुकअप इज़ मक्खन। ओके, सो जस्ट फोकस ऑन द वी लुकअप एंड देन एच लुकअप एक्स लुकअप अपने आप हो जाएगा, वॉक ऑन द केक जैसा लाइक ठीक है, चलें हम अब इसकी अजम्पशंस पढ़ने वाले हैं। जैसे आप हमेशा मैथ्स में नहीं पढ़ते थे, मान लो ऐसे होगा तो उसमें मान लो, लेकिन हम सिर्फ ऐसे ही नहीं मनवाएंगे, आपको पूरे लॉजिक बता के मनवाएंगे। ठीक है, तो घबराने की नीड नहीं है। चलें अभी मैं एक डेटा बनाती हूँ विच इज़ वर्टिकल डेटा, है ना। मैंने बोला अभी कि हम लोग जिस पे बात कर रहे हैं वो वी लुकअप पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक डेटा बनाते हैं, ध्यान से समझें, थोड़ा सा थियरी पार्ट है इसमें लंबा, लेकिन ट्रस्ट मी कि जब मैं कह रही हूँ ना, लिटरली ट्रस्ट मी कि कभी गलती नहीं करोगे सच्ची में। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, ए बी सी डी ई एफ जैसे आपकी हेडिंग्स होती हैं वैसा लिखा। ठीक है, इसके अंदर मैं लिखती हूँ पार्टी नेम, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, रीजन, सिटी, अमाउंट। ठीक है, ये लिख दिया, समझ आ गया। अब मुझे क्या करना है, ये आपकी पार्टी है गोल्डन होरिजन, गोल्डन होरिजन है इसके बिज़नेस का नाम। ठीक है, जिसे मैं GH बोल दूँगी अब से। तो यहाँ पे लिखा है आपका GH, और GH के आगे ही उसकी इन्फॉर्मेशन लिखी होगी, तो यहाँ पे अमाउंट है 1 लाख। अब मैं आपको कहती हूँ, और ये 1 लाख एंट्रीज़ का डेटा कितना है, 1 लाख एंट्रीज़ है। वो तो अभी छोटा दिख रहा है आपको, 1 लाख एंट्रीज़ हैं इसमें, हम मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं 1 लाख एंट्रीज़ हैं। इसमें से GH का अमाउंट निकाल के लेकर आना है। आप ये बोलते हो GH ने कितना ओके अमाउंट निकाल के लाना है, और ऐसे और भी हो सकते हैं। मैंने तो अभी के लिए फ़िलहाल के लिए एक एग्जाम्पल लिया है, तो कहते हैं ठीक है निकाल देंगे। अब सबसे पहले फॉर्मूला को एक पर्सन कंसिडर करेंगे, फॉर्मूला को एक पर्सन की तरह ट्रीट करेंगे हम, ताकि हमें समझने में आसानी हो। ये आपके फॉर्मूला हैं, ये मिस्टर फॉर्मूला है, मिस्टर फॉर्मूला। ठीक है, अभी मिस्टर फॉर्मूला ढूंढना कैसे शुरू करेंगे, अगर उन्हें कोई चीज़ ढूंढनी है। मैंने कहा GH का अमाउंट ढूंढना है, तो सबसे पहले तो मुझे उनको क्या बताना पड़ेगा, किसका ढूंढना है, किसका, मैं क्या बोल रही हूँ, फॉर्मूला को क्या बता रही हूँ, जिस फॉर्मूला सुनो, GH का अमाउंट ढूंढना है। तो पहली चीज़ मैंने उसको क्या बताई, GH। तो दैट मीन्स पहली चीज़ आप उसको क्या बताते हो, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, अजम्पशन बाद में बताऊँगी, चीज़ें बता रही हूँ। पहली चीज़ मैं उसको क्या बताती हूँ, जिसको उसको ढूंढना है, जिसको उसको सर्च करना है। किसको सर्च करना है, यहाँ पे GH को सर्च करना है। ठीक है, कहता ओके, तो उसको स्टार्टिंग पॉइंट भी पता होना चाहिए। अगर आप कर दो कि इसने ढूंढना यहाँ से शुरू कर दिया, यहाँ आके आप उसे बता रहे हो कि भाई GH को ढूंढना है, और पता लगे GH ऊपर ही रह गया, तो इसीलिए फॉर्मूला को स्टार्ट होने से पहले ही हमें उसे बताना पड़ता है कि कहाँ पे GH लिखा है। तो इस तरीके से उसने सबसे पहले GH, हाँ ये ठीक है, तो GH पहली कॉलम में वो ढूंढेगा, तो उसको ये बाय डिफ़ॉल्ट है कि पहली कॉलम में GH मिल जाना चाहिए, क्योंकि हम उसको वहीं तो खड़ा करेंगे कि जा इस लाइन में चेक कर, GH मिल जाएगा, फिर जो GH का अमाउंट है ना वो बता देना मुझे। तो पहले कॉलम में हमेशा फर्स्ट कॉलम में हमेशा हमारा सर्च को, हम जिसको सर्च कर रहे हैं उसको लुकअप वैल्यू बोलते हैं। लुकअप वैल्यू क्यों बोलते हैं ये भी बताएंगे। लुकअप वैल्यू होना चाहिए, ये जहाँ पे ये चीज़ आ जाती है ना, होनी चाहिए, डजेंट मैटर, मुझे लॉजिक नहीं पता बट होनी चाहिए, तो वो आपकी अजम्पशन हो जाती है, दैट इज़ योर अजम्पशन। ठीक है, जहाँ पे भी मैं स्टार लगाऊँ तो समझ लो दैट इज़ योर अजम्पशन।
तो एक तो ये चीज़ आ गई कि फर्स्ट कॉलम में हमेशा आपका लुकअप वैल्यू, यहाँ उसको GH मिल गया ना, हाँ जी भाई साहब GH मिल गया है, अब बताओ क्या ढूंढना है। GH तो मुझे मिल गया, पहला कॉलम उसको भेज देते हैं कि जाओ पहले कॉलम में देख लो GH मिल गया। उसके बाद कहता है अब बताओ मुझे डेटा कहाँ कहाँ ढूंढना है, क्या क्या एरिया में। तो फिर हम उसको पूरा एरिया बताते हैं कि देख ये एरिया है, ये एरिया है, ये पूरी फील्ड है तेरी, इसके अंदर तुझे ढूंढना है। तो बेसिकली थर्ड पॉइंट आपका क्या आया कि आपने इसको क्या बताया, एरिया बता दिया, मतलब एरे बता दी कि भाई इसके अंदर ढूंढ ले, तो आपने उसको पूरा बताया। फिर उसके बाद वो पूछता है चलो ठीक है इस एरिया में ढूंढना है, फिर मुझे ये तो बताओ कि अमाउंट जो है, जो आंसर है वो कौन से नंबर वाली कॉलम में जाएगा। मान लो ये गली है, ये स्ट्रीट्स हैं, मान लो ये स्ट्रीट्स हैं, ये मत मानो, आप समझो ये स्ट्रीट्स बनी हुई हैं। मेरे को एक बार ड्रॉ करना पड़ेगा, जस्ट इग्नोर माई ड्राइंग, हाँ वो काफ़ी वाहियात है। मान लो ये स्ट्रीट है, ये स्ट्रीट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, ये 5 है, ये 6 है, और मैंने कह दिया ये पूरा एरिया है भैया देख ले, इसमें ही मिलेगा आंसर। कहता ठीक है लेकिन मुझे ये भी तो बता दो ना कि कौन सी स्ट्रीट नंबर में मिलेगा। तो आप कहते हो ओके फाइन आई विल टेल यू, आपको 6 नंबर स्ट्रीट में मिलेगा। तो अब वो आपके लिए 6 नंबर वाला स्ट्रीट में जाएगा, 6 स्ट्रीट में जाएगा। तो बेसिकली आप उसको आंसर बताओगे कि आंसर कौन से कॉलम में है, कॉलम नंबर बता रहे हो। बेसिकली आपने स्ट्रीट नंबर मतलब कॉलम नंबर बता रहे हो आप उसको, ठीक है। तो ये वाली चीज़ से आपका आंसर आ जाएगा। फिर वो बता पाएगा कि 1 लाख है। एक तो पहली चीज़ आपने ये सीखी कि वो आंसर कैसे जाता है। दूसरी चीज़ ये सीखो, एक बात बताओ, कभी भी कोई चीज़ ढूंढने जाते हैं तो ऐसे ढूंढने जाते हैं क्या, ए में ढूंढा, फिर डी में ढूंढा, फिर सी में ढूंढा, फिर ई में ढूंढा, फिर बी में ढूंढा, ऐसे ढूंढने जाते हैं? नहीं। तो ढूंढने कैसे जाते हैं? ढूंढने कभी भी जाता है ना कोई पर्सन, कोई भी किसी चीज़ को ढूंढने जाते हैं तो किस डायरेक्शन में जाते हैं? वो जाते हैं इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में जाएंगे? वो इस डायरेक्शन में जाएंगे, विच इज़ योर लेफ़्ट टू राइट। जहाँ से लुकअप वैल्यू शुरू हुई है, जहाँ से उसने ढूंढना शुरू किया, उससे नेक्स्ट बढ़ते हुए जाते हैं। तो ये चीज़ फिक्स है, वो उल्टा नहीं आ सकता, ये रूल है। वो अगर यहाँ से ढूंढना ही गया और इसी कॉलम में उसको मिल गया तो वो आंसर दे देगा, वो आगे जाएगा ही नहीं, लेकिन वो जाएगा इसी साइड। तो आपको समझ आ गया, इसका जो डायरेक्शन होता है, मूवमेंट जो होती है, वो लेफ़्ट टू राइट होती है, ठीक है। एक ये अजम्पशन हो गई कि लेफ़्ट टू राइट ही वो जाता है, ठीक है, समझ आया लेफ़्ट टू राइट जाने का फंडा। अब एक बात समझो, यहाँ पे एक और अजम्पशन समझाती हूँ मैं आपको। अगर मान लो GH, यहाँ पे भी एक GH होता, यहाँ पे भी एक GH होता, और मैं कहती गोल्डन हॉरिजन का डेटा ले आओ, यहाँ पे अमाउंट उसकी 5 लाख होती, यहाँ पे 10 लाख होती, मुझे चाहिए ये 5 लाख वाला आंसर। तो ये तो यहाँ पे ढूंढना शुरू करेगा, यहीं रुक जाएगा, यहीं पूछ लेगा एरिया क्या है, फिर आप एरिया बता दोगे, स्ट्रीट बता दोगे, फिर वो 10 लाख ले आएगा। वो तो वहीं रुक जाता है ना जहाँ पे उसको उसका नाम मिल जाता है, उसको तो पता ही नहीं है कि नीचे तक आना था, आपको तो लास्ट वाला चाहिए। इसीलिए कहते हैं, जो वो कहते हैं ना कि भाई डेटा डुप्लीकेट हुआ तो हम वी लुकअप नहीं लगा पाएंगे, नहीं, डेटा डुप्लीकेट हो सकता है, अमाउंट तो सेम हो सकती है ना, आपका लुकअप वैल्यू यूनिक होना चाहिए। लुकअप वैल्यू जो है वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वो डुप्लीकेट है तो फिर वो आपको करेक्ट आंसर नहीं ला के देगा, वो ऊपर ही रुक जाएगा, आपको वो आंसर ला के देगा 10 लाख, आंसर तो ला के देगा लेकिन वहीं रुक जाएगा, 10 लाख वाला आंसर ला के देगा, ठीक है। तो एक आपने समझा ये चीज़। अब एक चीज़ मैं आपको और समझाऊंगी, लेकिन पहले हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद हम लोग समझेंगे। तो चलें, फॉर्मूला को लगाने से पहले फॉर्मूला को एक बार के लिए समझ लेते हैं। देखो मैं यहाँ पे आपको लगा के बताती हूँ, इक्वल्स टू वी लुकअप टैब लुकअप वैल्यू टेबल एरे कॉलम इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो चलें अब हम इसे लिखते हैं यहाँ पर। तो हमने यहाँ लिखा इक्वल्स टू वी लुकअप टैब लुकअप वैल्यू टेबल एरे। टेबल एरे क्या है, उसको फील्ड बताना है हमें। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्यों आ रहा है, रो इंडेक्स नंबर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जब मैं वो लगाऊंगी एच लुकअप तो रो इंडेक्स नंबर आएगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक हेडिंग हर एक कॉलम में होती है। एंड ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स को जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तब देखेंगे। लुकअप वैल्यू क्या होती है, यू नो दिस थिंग। जिसको ढूंढना है, किसको ढूंढना था, GH को ढूंढना था, तो जिसको सर्च करना है दैट इज़ योर लुकअप वैल्यू, सर्च करना है,
टेबल एरे आपका एरिया, आपका फील्ड, मतलब आप उसको डेटा बताओगे कि किस डेटा में ढूंढना है, ठीक है। कॉलम इंडेक्स नंबर कि मतलब आंसर वाला कॉलम बताओगे कि कौन सी स्ट्रीट में आंसर है, आंसर वाला कॉलम नंबर बताओगे। एंड ट्रू फॉल्स को बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले हम सिंपल लगाएंगे, फिर उसकी अजम्पशंस बढ़ती जाएंगी, सिचुएशंस तो थोड़ी और टफ होती जाएगी, उस अकॉर्डिंग हम वीलुकअप पे काम करते हुए जाएंगे। चलें अब हम प्रैक्टिकल लगाते हैं। हम लोग प्रैक्टिकली वीलुकअप को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर एक बार के लिए हम अपना डेटा देख लेते हैं। हमारे पास नेम है, प्रोडक्ट नेम है, रीजन है, सिटी है, जेंडर है, अमाउंट है। मैंने आपको क्या बोला था, एक बड़े से डेटा में किसी एक का इन्फॉर्मेशन या कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना है तो वो निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा नेम है गोल्डन होरिजन वेंचर, उसका प्रोडक्ट नेम क्या है वो जानना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू वी लुकअप टैब, नेम वाला एरर आ गया है, देखो वी लुकअप टैब। मैं क्या कर रही हूँ, हम काम करते करते दिमाग पता नहीं क्या हो जाता है। वी लुकअप टैब करो, हाँ ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है ये, लुकअप वैल्यू जिसको ढूंढना है, किसको ढूंढना है, गोल्डन होरिजन वेंचर को ढूंढना है, तो इसको सेलेक्ट करो, कॉमा करो। उसके बाद टेबल एरे, एरिया बताओ किस में ढूंढना है, तो एरिया तो पूरा बताया जाएगा, लेकिन इसके अंदर हम हेडिंग नहीं लेते, हमने ये ले लिया, पूरा एरिया बता दिया, कॉमा। उसके बाद क्या कह रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर काउंट करो, स्ट्रीट कौन सी स्ट्रीट में है आपका आंसर, पहली स्ट्रीट आपकी नेम है, पहला कॉलम आपका नेम है, दूसरा प्रोडक्ट नेम है, आपको तो प्रोडक्ट नेम ही तो जानना था, तो आप यहाँ 2 लिख दोगे, कॉमा। अब देखो ये पढ़ो, एक होता है ट्रू, एक होता है फॉल्स। ट्रू के आगे क्या लिखा है, अप्रॉक्सीमेट मैच, फॉल्स में क्या लिखा है, एग्जैक्ट मैच। सब लोग ना इसको रट्टा मार लेते हैं 0 1 कि 0 ही लिखना है हमेशा, 1 ही लिखना है हमेशा, ऐसे नहीं करना, ठीक है। उसको पढ़ के करो, क्योंकि अगर रट्टा मारोगे तो कभी ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पे ट्रू का इस्तेमाल होगा, तो भैया रट्टा ने तो काम कर दिया, आप फॉर्मूला खुद से नहीं बना पाओगे। तो खुद से अगर फॉर्मूला बनाना है तो पढ़ पढ़ के करो, उसको समझ समझ के करो। तो ट्रू क्या कहता है, अप्रॉक्सीमेट मैच। अप्रॉक्सीमेट मैच का मतलब क्या है, लगभग लगभग आंसर आएगा, मतलब कैसा आएगा कि आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। फॉल्स में क्या है, एग्जैक्ट मैच, जो एग्जैक्ट चीज़ वहाँ पे लिखी है आपके डेटा के में, वही चीज़ उठ कर आएगी। तो हमें ऑब्वियसली एग्जैक्ट चाहिए, तो मैं यहाँ डाउन एरो से फॉल्स पे आऊँगी, टैब प्रेस करूँगी, पैरेंथेसिस ऑफ करूँगी, एंटर करूँगी, तो देखो मेरा आंसर आ गया। अगर मैं यहाँ से कोई भी नेम भी चेंज कर देती हूँ तो देखो ये यहाँ से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपने लिए वी लुकअप लगाते हैं। एक बार और लगा के मैं बता देती हूँ, यहाँ पे इक्वल्स टू वी लुकअप टैब, लुकअप वैल्यू, कॉमा, टेबल एरे, पूरा टेबल एरे सेलेक्ट करो, कॉमा, उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, तो रीजन आप कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, तो 3, कॉमा, फॉल्स, टैब, पैरेंथेसिस ऑफ, एंटर। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ आया। चले अब हम आगे बढ़ते हैं, अजम्पशन के साथ चल रहे हैं। हमारी अजम्पशन क्या है, पहली अजम्पशन कि जिसको सर्च करना है और वो जीएच होता है, वो लुकअप वैल्यू होता है, फर्स्ट कॉलम में हमेशा हमारा लुकअप वैल्यू होना चाहिए। इस अजम्पशन को लेकर हम लोग साथ में चलने वाले हैं। तो चलो वी लुकअप लगाएंगे। यहाँ पे मुझे हार्मोनी फूड्स के लिए कैटेगरी का आंसर निकालना है, तो हम यहाँ लगाएंगे वी लुकअप टैब, लुकअप वैल्यू। तो आप अपने डेटा में जाएंगे और यहाँ देखेंगे कि लुकअप वैल्यू तो क्या है, आप ढूंढ किसको रहे हो, नेम को ढूंढ रहे हो, हार्मनी फूड्स को ढूंढ रहे हो। यहाँ पर आते हो तो पहला जो डेटा मिलता है वो आपको सीरियल नंबर मिलता है। तो आप एक काम करते हो, सीरियल नंबर से ये पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेते हो, फिर कॉमा करते हो, फिर आपको क्या ढूंढना है, ओके मैंने यहाँ पे लुकअप वैल्यू नहीं लिया पहले, सॉरी, हम पहले लुकअप वैल्यू लेंगे। सो दैट इज़ योर, इसको इरेज कर दो, दैट इज़ योर लुकअप वैल्यू, कॉमा, लुकअप एरे। तो लुकअप एरे में आपको पता ही है, आपने डेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट करना था, तो आपने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, आपको कैटेगरी का आंसर चाहिए। देखो कैटेगरी कौन से नंबर पे आता है, 1 2 3 4, 4 नंबर पे आता है, तो 4, कॉमा, फॉल्स, टैब, पैरेंथेसिस ऑफ, एंटर। तो क्या आंसर आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, अजम्पशन क्या था कि पहले कॉलम में आपका लुकअप वैल्यूज़ को मिलना चाहिए, और डेटा के अंदर पहला जो कॉलम है वो तो सीरियल नंबर का है, तो उसने यहाँ पे पहले कॉलम में ढूंढा होगा हार्मनी फूड्स को, क्या उसको मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो आंसर भी नहीं आएगा। अब तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है मैम, चलो सोल्यूशन बताती हूँ। अब वापस से लगाओ वी लुकअप टैब,
लुकअप वैल्यू आपने ये लिया, कॉमा, टेबल एरे, तो आप एक्चुअल में जाओगे टेबल एरे। आप टेबल एरे यहाँ से सेलेक्ट कर लो ना, नेम से, सीरियल नंबर चाहिए ही नहीं, टेबल एरे आपने नेम से सेलेक्ट कर लिया, कॉमा। तो पहली अजम्पशन तो करेक्ट हो गई है आपकी कि आपका जो पहला कॉलम के अंदर ही उसको आपका लुकअप वैल्यू मिलना चाहिए ना, तो वो तो आपने सॉर्ट कर दिया। द सेकेंड थिंग वो क्या है कि अब आपको कॉलम इंडेक्स नंबर बताना है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा, 1 2 3 4 होगा या 1 2 3 होगा, बताएं। 1 2 3 होगा। अब ये मैंने 3 क्यों बोला, 4 क्यों नहीं बोला मैम, 4 डी के ऊपर कैटेगरी है, देखो डी के ऊपर कैटेगरी है तो आपने 4 क्यों नहीं किया। देखें, जो एरिया हम लोग उसको देते हैं, मतलब जो एरे हम लोग फॉर्मूला को बताते हैं, उसके लिए वही उसकी लाइफ है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर कौन सा डेटा है, पहले कौन सा डेटा है, ऊपर कौन सा डेटा है, नीचे कौन सा डेटा है, डजेंट मैटर। उसको जो फर्क पड़ता है वो ये फर्क पड़ता है कि आपने जो एरे दी है, आपने जो एरिया बताया, वो उसी में ही सर्च करने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए आपने जो यहाँ पे एरिया दिया है वो कहाँ से शुरू हुआ है, नेम से शुरू हुआ है। तो यहाँ नेम से वो काउंट करने लगेगा। नेम वाला कॉलम आप उसका 1 होगा, प्रोडक्ट नेम 2 होगा, कैटेगरी 3 होगा, इसीलिए हमने कॉलम इंडेक्स नंबर उसको 3 दिया है। उसके बाद हम लोगों को क्या चाहिए, फॉल्स चाहिए, टैब कर दो, पैरेंथेसिस ऑफ कर दो, एंटर कर दो। अब आंसर आ गया, क्या आ गया, करेक्ट। क्या मैं इसे ड्रैग कर सकती हूँ अभी, तो चलें अब हम मल्टीपल के लिए VLOOKUP लगाएंगे। उन्होंने एक पे लगाया था, लेकिन अगर मल्टीपल पे लगाना है तो कैसे लगेगा, इक्वल्स टू VLOOKUP टैब लुकअप वैल्यू, कॉमा, लुकअप वैल्यू तो वही रहेगा कि आपको आपका नेम के अकॉर्डिंग चीज़ें ढूंढनी है तो आप ले लेंगे ताकि बाद में ड्रैग कर सकें, और ये बार बार चेंज भी होगा। A2 है, अब फिर A3 आएगा, फिर A4 आएगा, तो उसमें हमें कुछ करने की नीड नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए टेबल एरे, तो यहाँ से हम टेबल एरे सेलेक्ट कर लेंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट। हम यहाँ से नेम से सेलेक्ट करेंगे। नाउ यू नो द रीज़न वाई वी आर चूजिंग फ्रॉम द नेम कॉलम, एंड हम लोगों को इसको फिक्स करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, एक बात बताओ। अभी हार्मनी फूड्स के लिए ढूंढ रहे हो तो ये वाला टेबल एरे ले लिया, अभी किसी और के लिए ढूंढोगे तब भी तो टेबल एरे तो यही रहेगा, एरिया तो यही रहेगा, इसी में ही तो ढूंढना है ना। तो जो चीज़ सभी के लिए सेम रहती है हम उसमें F4 से उसको फिक्स कर देते हैं, कॉमा करेंगे। देखिए मैं बार बार यही सजेस्ट करूँगी आपको, मैं लिटरली चाहती हूँ कि आप सीखें। तो अगर इन एनी केस अगर आपको सेल रेफरेंसिंग नहीं आती, कोई बात नहीं, पूरा वीडियो मत देखो, लेकिन वहाँ जाकर टाइम स्टैम्प चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर है, सेल रेफरेंसिंग ज़रूर देख कर आना। ज़्यादा देर का नहीं है, 15-20 मिनट्स का होगा, प्लीज़ देखना, है ना। उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्या फ़ायदा मेरे पढ़ाने का अगर आपको अच्छे से आए नहीं तो। मैं खुद ही कह रही हूँ कि चलो पूरा मत देखना, लेकिन वो ज़रूर देखना, जो जो इंपॉर्टेंट बता रही हूँ वो ज़रूर देखना, ठीक है। कॉलम इंडेक्स नंबर ऑब्वियसली आपका 4 ही रहने वाला है, क्योंकि सॉरी 3 रहने वाला है। 1 2 3 3 में आंसर चाहिए, तो आप इसको इरेज कर दो, 3 लिख दो, कॉमा, फॉल्स कर दो, पैरेंथेसिस ऑफ कर दो, एंटर कर दो, और अब आप इसे ड्रैग करो, आपका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। आपका एकदम करेक्ट आंसर सभी के आपको निकाल दी। क्या मैम हम इसे यहाँ पे भी ड्रैग कर सकते हैं, तो एन आना ही था। एन कैसे आना था, देखो अगर मैं प्रोडक्ट नेम के लिए ढूंढने चलूँ तो लुकअप वैल्यू सोचो, लुकअप वैल्यू तो हार्मनी फूड्स ही रहेगी। टेबल एरे सोचो, टेबल एरे भी वही रहेगा, लेकिन कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज नहीं होगा। कॉलम इंडेक्स नंबर 3 अगर लिखूंगी तो कैटेगरी का तो आंसर देगा। तो अगर मैं कॉलम इंडेक्स नंबर को चेंज कर दूँ, इसमें 4 कर दूँ, इसमें 5 कर दूँ, इसमें 6 कर दूँ, इसमें 7 कर दूँ, इसमें 8 कर दूँ, तो ये हो जाएगा। अब कॉलम इंडेक्स नंबर किस में लिखना होता है, नंबर फॉर्मेट में। कॉलम इंडेक्स नंबर फॉर्मेट में लिखना है आपने, या तो लिखना है 3 या लिखना है 4 या लिखना है 5। आप जब कोई चीज़ नंबर फॉर्मेट में लिख रहे हो और उसे ड्रैग करते हो तो क्या वो नंबर चेंज होता है, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। फॉर्मूला के अंदर अगर आपने कोई नंबर लिखा है, कोई टेक्स्ट लिखा है, ये बात भी मैंने पार्ट 1 में बहुत डिटेल में समझाई है, तो प्लीज़ देखना। फॉर्मूला से रिलेटेड वहाँ चीज़ें ज़रूर बहुत अच्छी हैं, चेक करना। तो जब भी आप कोई नंबर लिखते हो फॉर्मूला के अंदर और उसे ड्रैग करते हो, वो वैसा का वैसा रहता है, चेंज सिर्फ और सिर्फ सेल्स होते हैं, ठीक है। तो हम अगर मैं इसको यहाँ 4 बना दूँ, अब यहाँ पर आकर इसे 4 बना दूँ, और यहाँ पे B2 के अकॉर्डिंग दे रहा है हमारा जो लुकअप वैल्यू है, हम हमें ये लेना है, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा।
क्योंकि लुकअप वैल्यू तो A2 रहेगा, फैशन थोड़ी ना रहेगा। तो लुकअप वैल्यू मैं ये ले लूँ और उसके बाद ये सेम कहानी मेरी इसकी है। अब सभी में ये लुकअप वैल्यू ये रहे तो मैं एक काम करती हूँ ना, यहाँ से इसे फिक्स करने, लेकिन बहुत झंझट है ना, ऐसे नहीं कर पाएंगे, बहुत झंझट है। तो एक ऐसा तरीका बताती हूँ जो ऐसा फॉर्मूला लगाएं कि सारे आंसर्स एक बारी में आ जाएं। एंड एक ड्रॉबैक ज़रूर है इसका कि ये हर वर्जन में काम नहीं करेगा। कुछ वर्जन्स में, जो नए वर्जन्स है, जैसे मेरा वर्जन जिसमें मैं काम कर रही हूँ विच इज़ वर्जन 2021, तो ये उसमें और उसके बाद वाले में काम करेगा। ठीक है, 19 में भी आप चेक कर सकते हो। तो वैसे ही लगाओ वी लुकअप टैब लुकअप वैल्यू, ये लिया। अब इसमें देखो ए तो फिक्स है, A2 A3 A4 A5 A6, लेकिन रॉस चेंज हो रही है, तो उस तरीके से इसको फिक्स करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, कॉमा। उसके बाद टेबल एरे है, टेबल एरे के लिए आप जाओ, टेबल ले लो, F4 से फिक्स कर दो, कॉमा। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर है और एक से ज़्यादा कॉलम इंडेक्स नंबर देना है, राइट। कैटेगरी का, प्रोडक्ट नेम का, कैटेगरी का, कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम और ये सारे के सारे देने हैं। तो आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स ऑन करेंगे, लिखेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, इतना लिख देती हूँ। मैंने देखे भी नहीं है अभी, पढ़े भी नहीं है, कोई बात नहीं। उसके बाद फॉल्स, टैब, पैरेंथेसिस ऑफ, एंटर कर दो, आपके पास सभी आंसर आ जाएंगे। वुमेन ड्रेस, फैशन, ये है ना इधर उधर का रखा है, बट इट्स ओके, आपको आंसर्स मिल रहे हैं। ठीक है, बात है आंसर्स मिलने की, तो वो आपको मिल रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसे नीचे ड्रैग करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। द आंसर इज येस, बिल्कुल कर सकते हैं। आप इसको सेलेक्ट करें एंड जस्ट ड्रैग इट डाउन, तो आपको सभी रिप्लाईज मिल जाएंगे। ओके, इसमें आंसर ही नहीं था कोई, तो ये नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप मल्टीपल वैल्यूज़ भी एक ही बारी में निकाल सकते हैं। आपको करना क्या होता है, बट जो भी आपका कॉलम इंडेक्स नंबर है वो सारे के सारे एक तो लगातार होना चाहिए, बस थोड़ा सा ये वाला थोड़ा इशू है। अदरवाइज आप उसे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख दीजिए, वो आपको सारे के सारे आंसर्स कर देंगे। चले अब हम वीलुकअप का नेक्स्ट एक वर्जन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा जो एरिया एरे जो देते हैं वो इस तरीके से देते हैं ना कि जिसके अंदर डेटा हो, पहले कॉलम में आपका ये आता हो, लुकअप वैल्यू आता हो। लेकिन मान लीजिए ये वाली चीज़ नहीं है। अब एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट नेम से प्रोडक्ट नेम को उठाकर इधर की तरफ ले आती हूँ। रुके, कैटेगरी को उठा के ले आते हैं। क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है, हाँ, और यहाँ से इसको लेस कर देते हैं। तो कैटेगरी पहले आ गई, नेम बाद में आ गए और मुझे आंसर कैटेगरी का ही चाहिए। ऐसे केस में आपके पास क्या करोगे, मतलब आपका लुकअप वैल्यू बाद में है और जो आंसर आपके पास पहले है वो पहले आ रहा है, जो आंसर चाहिए वो पहले आ रहा है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, बिकॉज वी लुकअप का तो अजम्पशन यही है कि एक तो टेबल एरे जहाँ से शुरू होती है उसको पहले कॉलम में लुकअप वैल्यू मिलना चाहिए, और अगर मैं यहाँ से डेटा सेलेक्ट कर लूँ तो आंसर तो मेरा कैटेगरी है जो कि उससे पहले है, और जो फ्लो करता है वो C D E F ऐसे फ्लो करेगा। तो ये तो सारा काम उल्टा पड़ गया। तो ऐसे केस में मैं किस तरीके से फॉर्मूला लगाऊं कि वो फॉर्मूला काम करे, है ना। डेटा आपके पास सेम ही है, यही डेटा है। मैं इसको एक बार के लिए कॉपी करती हूँ, Ctrl+A करती हूँ, Ctrl+C करती हूँ एंड यहाँ पे आके Ctrl+V कर लेती हूँ एंड यहाँ से मैं सारी वैल्यूज़ हटा देती हूँ। ठीक है, मुझे यहीं पे ही आंसर चाहिए, लेकिन मेरा तो डेटा अलग है। अब सारी चीज़ें सेम है, बस डेटा अलग हो गया है, डेटा में कुछ गड़बड़ हो गई है। अब मैं उसको कैसे सॉल्व करूँ, जस्ट टेल मी। तो ऐसे केस में मैं कह रही हूँ यहाँ पे तो काम ही उल्टा चल रहा है कि पहले में लुकअप वैल्यू होनी चाहिए फिर आंसर आना चाहिए। इसमें तो ये हो गया पहले में लुकअप वैल्यू आ ही नहीं सकती क्योंकि रिजल्ट तो पीछे है, आंसर तो पीछे है। तो ऐसे केस में हमें एक और फॉर्मूला लगाना पड़ता है। अभी तक जो हमने सोचा, अभी तक जो हमने पढ़ा, एक बात बताएं, मुझे जब मल्टीपल वैल्यूज़ निकालनी थी, क्या निकालनी थी, मल्टीपल वैल्यूज़ निकालनी थी, तो मैंने किसको डायनेमिक बनाया। डायनेमिक होता है जो कीप चेंजिंग होता है। तो किसे डायनेमिक बनाया, मैंने अपने कॉलम इंडेक्स नंबर को डायनेमिक बनाया। अब मैं कह रही हूँ कि मेरे डेटा में गड़बड़ है भैया, डेटा में ना मुझे जब एरे चूज़ करनी है तब मैं कैसे चूज़ करूँ। तो अगर मैं एरे को भी डायनेमिक बना दूँ, मतलब अपनी
मर्जी की कोई एरे बना दूं तो काम चल जाएगा, क्योंकि आप ये तो कह सकते हो मुझे कि मैम जिस तरीके से आपने डेटा उठाकर यहाँ पे लेकर आई थी ऐसे उठा के उधर कर दो, फिर आंसर निकाल लो। लेकिन ये कोई सोल्यूशन थोड़ी ना है, ये तो कोई जुगाड़ है, ये तो बस कोई तरीका है, सोल्यूशन नहीं है उसका। तो चलें उसके सोल्यूशन के लिए हम एक फॉर्मूला सीखते हैं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये, अगर मैं अपनी मर्जी से उसको वो टेबल बना के दे दूं जिस टेबल से मेरा आंसर आ सकता है तो मुझे आंसर मिल जाएगा। टेबल की तो कहानी है, डेटा की तो कहानी है कि डेटा सही से नहीं है। अगर मैं डेटा सही वाला एक कॉलम बना दूं, एक डेटा बना दूं, तब तो बात बन जाएगी। बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? आप सोचें, बात बनेगी कि नहीं बनेगी, मुझे बताएं। बन जाएगी बात, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम उसको नया डेटा दे दें तो बात बन जाएगी। अब नया डेटा देते कैसे हैं, फॉर्मूला सीखो। हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू चूज। चूज फॉर्मूला लगाओ, टैब करो, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर क्या होता है? जितनी आपको कॉलम चाहिए उसको बताओ कितनी कॉलम चाहिए, कितनी कॉलम्स का आप डेटा बना रहे हो। अब मुझे यहाँ कैटेगरी का आंसर चाहिए और नेम चाहिए। नेम किस लिए चाहिए? क्योंकि नेम में उसका लुकअप वैल्यू मिलेगा। कैटेगरी किस लिए चाहिए? क्योंकि कैटेगरी आंसर है। तो और डेटा चाहिए ही क्यों है? चाहिए ही नहीं हमें। तो हम यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स ऑन करेंगे, 1, 2, क्योंकि 2 कॉलम चाहिए ना, तो 2 कर लिया, कॉमा। उसके बाद वैल्यू 1। पहली कॉलम में किसे चाहिए? पहली कॉलम में हमें नेम चाहिए, तो हमने नेम ले लिए, कॉमा। दूसरी दूसरी कॉलम में क्या चाहिए? ऑब्वियसली कैटेगरी चाहिए। ये तो पीछे आके बैठ गई ना, ये ले लिया, एंटर कर दो, तो आपका ये डेटा बन के आ जाता है। अब ये तो मैंने आपको डेटा बनाना सिखाया, डेटा बनाना सिखाया। अब यही काम अगर मैं यहाँ पे टेबल एरे में कर दूंगी तो काम हो जाएगा। इक्वल्स टू वी लुकअप टैब लुकअप वैल्यू, ये लिया। F4 को इस तरीके से फिक्स करो कि A फिक्स हो जाए, कॉमा, टेबल एरे। टेबल एरे तो डायनामिक देनी है, तो उसकी जगह चूज फॉर्मूला लगाओ। चूज फॉर्मूला टैब, आप इंडेक्स नंबर शुरू करो 1, जो अभी लगाया था ना सेम फॉर्मूला लगाने, 1, 2 ये कर्ली ब्रैकेट्स ऑफ, कॉमा। पहले में क्या आएगा? वैल्यू 1 में, वैल्यू 1 में आएगा आपके नेम्स, क्योंकि आपके नेम्स के ही तो आपका लुकअप वैल्यू ढूंढेगा। तो पहला आ गया ये, और ये सभी के लिए सेम होने वाला है, हाँ, तो कॉमा, सॉरी F4, कॉमा। उसके बाद क्या आना चाहिए वैल्यू 2 में? आपका कैटेगरी। तो आपने कैटेगरी लिया, F4 से इसे भी फिक्स कर दिया, पैरेंथेसिस ऑफ कर दिया। अभी जो पैरेंथेसिस ऑफ हुआ है वो चूज का हुआ है। अब इसे कॉलम इंडेक्स नंबर बताओ, तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या हम डेटा का बताएंगे? नहीं, अब तो टेबल एरे ये बनेगी, तो पहली कॉलम में तो आपका नेम आएगा, दूसरी कॉलम में आपका कैटेगरी आएगा। आपको आंसर क्या चाहिए? कैटेगरी चाहिए, तो आपका कॉलम इंडेक्स नंबर क्या आएगा? यहाँ 2 आएगा, कॉमा, यहाँ पे। तो यहाँ से आप पैरेंथेसिस ऑफ, एंटर, तो आपके पास आंसर आ गया है। अब आप ड्रैग कर सकते हो, ठीक है। और अब एक बात बताओ, ये तो इसका आ गया, ठीक है। अब मुझे सबका चाहिए, तो मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर भी डायनेमिक चाहिए होगा कि प्रोडक्ट नेम भी आ जाए, रीजन भी आ जाए, सिटी भी आ जाए, स्टेट भी आ जाए, जेंडर भी आ जाए। तो ऐसे केस में मुझे अपना टेबल एरे और बड़ी बनानी पड़ेगी और फिर वो काम करना पड़ेगा। और या फिर आप डायरेक्टली दोबारा से एक बार के लिए हम वी लुकअप लगा लो, टैब कर लो, क्योंकि बाकी चीज़ें तो सही है ना। तो लुकअप वैल्यू ले लिया, F4 से इस तरीके से इसको फिक्स कर दिया, कॉमा कर दिया, टेबल एरे। टेबल एरे आप नेम से चूज़ कर लो, बाकी चीज़ें तो ठीक हैं। अगर आपको बड़ा फॉर्मूला नहीं लगाना, थोड़ा जुगाड़ लगाना, तो जुगाड़ लगा लो। लगा लिया, F4 से फिक्स कर दो, कॉमा कर दो, नॉर्मल जैसे डेटा लगता है। प्रोडक्ट नेम के लिए निकालना है ना, तो 2, 3, 4, 5, 6। तो आ जाओ यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स ऑन करके, 2, 3, 4, 5, 6, कर्ली ब्रैकेट्स ऑफ, कॉमा, फॉल्स, टैब, पैरेंथेसिस ऑफ, एंटर। तो देखो ये यहाँ पे आ गए हैं। अब आप इसको सेलेक्ट करो एंड जस्ट ड्रैग इट, तो सभी के आंसर्स आ जाएंगे। क्या ठीक आए हैं? फैशन साड़ी वेस्ट वडोदरा गुजरात मेल, तो साड़ी वेस्ट वडोदरा गुजरात मेल, ठीक है। तो यहाँ तक आपका आंसर आ गया। वहाँ पे ऑब्वियसली हम लोगों ने आगे तक का ले लिया था, जो आपका ये होता है कॉलम इंडेक्स नंबर, इसलिए आंसर ये आया है। यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर आया है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग जो वी लुकअप लगाते हैं, इसी वी लुकअप, क्योंकि हमने उल्टा काम किया है ना, हम उल्टा लेके चले हैं, इसलिए इस वी लुकअप को रिवर्स वी लुकअप के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब हम आगे और बढ़ते हैं, करने वाले हैं एक बार के लिए एक्स लुकअप सीख लेते हैं, उसके बाद हम वी लुकअप का थोड़ा सा और देख लेंगे, ठीक है। तो चलें फिर हम एक्स लुकअप देख लेते हैं। एक्स लुकअप क्या कहता है? एक्स लुकअप कहता है, देखिए एच लुकअप सेम ही है, तो वो मैं अभी नहीं करा रही बिकॉज वो बेसिक में कवर हो चुका है एंड उसका यूसेज बहुत कम है। सो लेट्स कम टू द एक्स लुकअप।
एक्स लुकअप क्या कहता है? एक्स लुकअप बिल्कुल सेम तरीके से आपका डेटा लेकर आता है, बस इसमें सर्च करने का ऑप्शन ना वो चेंज हो जाता है। जैसे वी लुकअप और एच लुकअप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डेटा देखते हैं, ये उनका ऑल्टरनेटिव है। बेसिकली अगर आपको वी लुकअप लगाना नहीं आता, आपको एच लुकअप लगाना नहीं आता, इट्स ओके, ये दोनों के पे काम करेगा। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका डेटा वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, ये दोनों पे काम करता है। दूसरी चीज़, ये जो है डेटा वो आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तरह बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है? एक्स एक्सिस के जैसा और वाई एक्सिस के जैसा बिहेव करता है। ठीक है, तो ऐसे केस में यहाँ प्लॉटिंग सिस्टम से काम करता है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता लेफ्ट जाए या राइट जाए। जो अजम्पशन, जो हम रिस्ट्रिक्शन लेकर चल रहे थे वी लुकअप के अंदर, ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन हमारे एक्स लुकअप के अंदर नहीं होती है। ठीक है, बस ये दो चीज़ थी एक्स लुकअप में सीखने के लिए। अगर मैं एक्स लुकअप का सिंटेक्स आपको बताती हूँ, तो आपके पास आपका जो सिंटेक्स है वो इस तरीके से आता है। टैब कर दीजिए लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे और रिटर्न एरे। अब इसका मतलब समझ लेते हैं ताकि हमें फॉर्मूला लगाना आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक बार के लिए पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ एंड यहाँ पे हम लोग लेते हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्स लुकअप, उसके बाद लुकअप वैल्यू, उसके बाद हमारे पास आता है लुकअप एरे। देखिए उसके अंदर टेबल एरे आ रहा था, यहाँ पे लुकअप एरे आ रहा है, मतलब बहुत स्पेसिफिक हो गया है। इसके अंदर झंझट बहुत कम हो गई है। वो कैसे हो गई है अब आपको पता लगेगी। देखें, लुकअप वैल्यू तो वही है जिसको सर्च करना है। अगर मैं जीएच की बात करूं तो जीएच इज योर लुकअप वैल्यू। लुकअप एरे, पहले क्या कर रहे थे आप, इस डेटा के अंदर पूरा डेटा ही उसको दे रहे थे कि भाई इसमें सर्च करो। फिर डेटा देने के बाद हमें उसे बताना पड़ता था कि इसके अंदर आंसर है, काउंट करके बताना पड़ता था, एक नंबर लिखना पड़ता था। नंबर था इसीलिए हम उसे ड्रैग भी नहीं कर पाते थे। तो अब इसमें नहीं है, इसमें डायरेक्टली वहाँ वाली वो वाली कॉलम दे दो, वो वाली कॉलम जिसके अंदर आपका लुकअप वैल्यू मिलेगा, जिसमें लुकअप वैल्यू मिलेगी। तो अब एक बात बताओ, मिलेगी। अब एक बात बताओ, इसमें ये वाली झंझट भी खत्म कि अपना टेबल एरे इस तरीके से सेलेक्ट करो जिसमें फर्स्ट कॉलम के अंदर ही आपका लुकअप वैल्यू मिल जाए। अब आपको ये भी नहीं सोचने की जरूरत, क्योंकि आप डायरेक्टली उसे लुकअप एरे दे रहे हो तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, लेफ्ट में क्या राइट में क्या, आप उसको डायरेक्टली बता रहे हो। एंड द अदर थिंग, जहां आप कॉलम इंडेक्स नंबर दे रहे थे, अब आपको कॉलम इंडेक्स नंबर भी नहीं देना, वो कॉलम सेलेक्ट कर देनी है, वो कॉलम जिसमें आंसर हो। तो डायरेक्टली वो कॉलम भी बता दी कि भाई इसमें जाके आंसर ढूंढ लेना। तो बस, तो फिर काम बन गया, इतना आसान है। चलें अब हम इसे प्रैक्टिकली लगा के देखेंगे। एक्स लुकअप में क्या यहाँ पे लगाएंगे, इक्वल्स टू एक्स लुकअप टैब लुकअप वैल्यू। हम इसमें A2 को फिक्स कर सकते हैं, यहाँ F4 से फिक्स करेंगे A को, कॉमा कर दो। अभी मैं सिंगल वैल्यू के लिए सिखा रही हूँ, उसके बाद मल्टीपल वैल्यूज के लिए सिखाऊंगी। लुकअप एरे, लुकअप एरे के लिए आप ऑब्वियसली अपने डेटा में जाओगे एंड वाई इट इज बिहेविंग लाइक दिस, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ अभी आ गया। एंड लुकअप एरे क्या होगी, वो नेम होगा, तो नेम वाला आपने यहाँ से पूरा कॉलम ले लेना है। ये सभी के लिए सेम होने वाला है, इसलिए F4 से फिक्स कर देना है, कॉमा। रिटर्न एरे के अंदर जो आंसर लेना है, आंसर आपका कैटेगरी था, आप आंसर ले लीजिए। कैटेगरी कहाँ है, देखो अब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कैटेगरी कहाँ है, इसने ये ले लिया और F4 से फिक्स कर दीजिए, बिकॉज सभी को ही तो कैटेगरी में ढूंढना है। एंटर कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। नाउ जस्ट ड्रैग इट, तो आपके पास सभी आंसर्स आ गए हैं। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा। लेकिन वहीं पे बात अब यहाँ पर रिटर्न एरे की है। रिटर्न एरे आपने एक के लिए चूज कर लिया और बार बार सबके लिए चूज करना पड़ेगा, तो क्या बार बार चूज करें? नहीं, आप चाहें तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से भी, मतलब एक साथ भी पूरा चूज कर सकते हैं। तो चले एक बार करके देखते हैं कि जब हमें एक साथ चूज करना है तो कैसे कर सकते हैं। हम दोबारा यहाँ लगा लेते हैं एक्स लुकअप टैब लुकअप वैल्यू, तो हमने यही लेनी है। F4 से A को फिक्स कर देना है, कॉमा करेंगे लुकअप एरे, तो आप एक्चुअल डेटा में जाएंगे, अपने नेम वाली कॉलम को ले लेंगे, तो आपने ये ले लिया, F4 से फिक्स कर देना है, कॉमा। उसके बाद आपको चाहिए पूरी रिटर्न एरे जिसके अंदर प्रोडक्ट नेम चाहिए, रीजन चाहिए, सिटी चाहिए, स्टेट चाहिए, जेंडर चाहिए। तो आप जेंडर तक का सिलेक्शन कर लो, नीचे तक सिलेक्शन करने के बाद F4 से फिक्स कर दो और एंटर कर दो, तो यहाँ पर आपके सभी आंसर्स आ जाएंगे। नाउ यू जस्ट हैव टू ड्रैग इट, तो आपका आंसर एकदम करेक्ट आ रहा है। आपको भी पता है नीचे यहाँ पे वेस्ट वडोदरा मेल आना था, आपके आंसर्स करेक्ट आए हैं। बट व्हाट इफ अगर आपको कैटेगरी से ही करना होता, बिकॉज कैटेगरी तो पीछे की तरफ है वहाँ पर, तब आप ऐसे कैसे करते? मान लीजिए ये तो अभी लगातार सारी चीज़ें लिखी हुई थी, अगर आपको लगातार आंसर नहीं होते तब आप कैसे करते?
तो तब के लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक सीखनी होगी। एक काम करते हैं, हम इसे यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट कर लेते हैं और इधर से मैं अपने ये फॉर्मूलाज हटा देती हूँ। यहाँ पर रिटर्न एरे के लिए हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, हमें चूज़ फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू एक्स लुकअप टैब लुकअप वैल्यू, हमने ये लिया F4 से A को फिक्स कर दिया, कॉमा, उसके बाद लुकअप एरे हम लोगों को बिल्कुल वैसे ही लेनी है। ये बीच बीच में शीट थोड़ा सा फंबल कर देती है, हमें इसे बंद करके ऑन करना पड़ेगा। इट्स ओके, अभी के लिए तो काम करते हैं। एक्चुअल में जाकर हम लोग नेम वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने नेम वाला कॉलम लिया और इसे ओके बाद आपको लुकअप एरे चाहिए तो ऑब्वियस है कि आप एक्चुअल वाले शीट में जाओ जो आपका मेन डेटा है और यहाँ से नेम वाले कॉलम को सेलेक्ट करके F4 कर दो, बिकॉज ये सभी के लिए सेम होने वाला है, इसीलिए हम इसे F4 से फिक्स कर देंगे, कॉमा करेंगे। उसके बाद हमें क्या चाहिए, उसके बाद हमें रिटर्न एरे चाहिए, लेकिन हमें पता है कि रिटर्न एरे के अंदर हमें कैटेगरी चाहिए, प्रोडक्ट नेम, रीजन, सिटी, स्टेट्स, जेंडर चाहिए। अभी कैटेगरी अलग होने की वजह से हम लोग इकट्ठा तो ले नहीं सकते, बिकॉज अगर इकट्ठा लेंगे तो नेम भी बीच में आएगा, तो हम उसको इकट्ठा तो नहीं ले सकते, एक बारी में नहीं ले सकते। और हो सकता है आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पर आपको सिर्फ प्रोडक्ट नेम के बाद सीधा स्टेट लेना हो, फिर रेट लेना हो, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, तो वहाँ पे आपको इस तरीके से काम आएगा जो मैं अभी आपको सिखाने वाली हूँ। जब आपने अपनी मर्जी से कोई टेबल बनानी थी तो क्या फॉर्मूला यूज़ किया था, वी लुकअप में भी ऐसा ही हुआ था ना, कि हमारे पास इशू आ गया था तो हमें एक इकट्ठी टेबल चाहिए थी, अलग से टेबल चाहिए थी। तो जब भी हमें कुछ अलग से टेबल बनानी होती है तो हम चूज़ फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, तो वही चूज़ फार्मूला का इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे, टैब करेंगे। अभी हमें क्या क्या चाहिए, कैटेगरी 1, प्रोडक्ट नेम 2, रीजन 3, सिटी 4, स्टेट 5, जेंडर 6 चाहिए। तो कर्ली ब्रैकेट्स ऑन करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कर्ली ब्रैकेट्स ऑफ कर दो, कॉमा। उसके बाद वैल्यू 1, सबसे पहले वैल्यू क्या चाहिए, कैटेगरी का आंसर चाहिए, कैटेगरी ले लो। सभी के लिए सेम चाहिए, हाँ सभी के लिए सेम चाहिए, F4 से फिक्स कर दो, कॉमा। उसके बाद सेकंड वैल्यू क्या चाहिए, अब एक एक करके वैल्यूज लेनी है। प्रोडक्ट नेम लो, F4 से फिक्स करो। अगर कोई सोच रहा है कि मैं लगातार ले लूँ तो गलत सोच रहा है, उसमें फॉर्मूला को तो हमने 6 वैल्यू बताई है ना, तो 6 वैल्यू आप लगातार नहीं ले सकते, तो आपने एक एक वैल्यू करके लगातार ले लिया। प्रोडक्ट रीजन ले लिया, उसके बाद सिटी लिया, F4 से फिक्स किया, कॉमा, उसके बाद आपने यहाँ से स्टेट लिया और उसके बाद F4 से फिक्स कर दिया, कॉमा। बस एक अब जेंडर का बचा हुआ है वो ले लीजिए, तो यहाँ से आपने जेंडर और लिया, F4 से फिक्स कर दिया, पैरेंथेसिस ऑफ कर दिया, एंटर कर दिया, तो देखो आपके आंसर्स आ जाएंगे। सारे आंसर्स आ गए, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपका जो कैटेगरी है वो लिस्ट में था भी नहीं यहाँ पे, फिर भी आपके सारे आंसर्स आ गए हैं। अब आपने कुछ नहीं करना, आपने बस ड्रैग कर लेना है, तो बस इस तरीके से आपके सभी आंसर्स आ जाएंगे। तो कितनी आसानी से हम लोगों ने सभी आंसर्स निकाल लिए हैं। एक्स लुकअप के आगे आपके पास 2 ही चीज़ें आती हैं। द फर्स्ट वन जो आता है वो ये आता है कि किस तरीके से एक्स लुकअप लगता है, द अदर वन जो आता है वो ये लगता है कि किस तरीके से आप मल्टीपल वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको सिखा देती हूँ, मैं इसे कॉपी करती हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ एंड हम नॉर्मल वाला एक्स लुकअप लगाएंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, एक्चुअल में जाकर अभी मैंने चेंज किया ना तो सारे डेटा हिल जाएगा वैसे तो, बट फिर भी हम एक्स लुकअप लगाते हैं। यहाँ पे एक्स लुकअप सिंगल वैल्यू के लिए लगाएंगे, एक्स लुकअप टैब करेंगे, लुकअप वैल्यू लेंगे, ए को फिक्स कर देंगे, कॉमा करेंगे, लुकअप एरे लेंगे। लुकअप एरे लेने के लिए हम लोग यहाँ से डेटा ले लेंगे, दैट इज़ लुकअप एरे, F4 से फिक्स कर देंगे, कॉमा कर देंगे। उसके बाद हमें रिटर्न एरे चाहिए विच इज़ कैटेगरी, तो हम यहाँ से रिटर्न एरे भी ले लेंगे, ठीक है। रिटर्न एरे भी लिया, F4 से फिक्स किया और लास्ट में हम लिखेंगे अगर ऐसी कोई वैल्यू आती है जो नहीं मिलती है तो क्या दिखाएं, तो हम यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे नॉट फाउंड। तो अब अगर हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू ही जो हमारे डेटा के अंदर नहीं है तो वहाँ लिख कर आएगा नॉट फाउंड। तो अभी के लिए तो नॉर्मली हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं तो यहाँ आ गया। मान लो यहाँ मैं अकाउंट्स एक्सपर्ट लिख लेती हूँ, आपको पता है इस नाम का कोई भी डेटा हमारे डेटा में नहीं है तो यहाँ लिख कर आ गया नॉट फाउंड। तो अगर आप चाहते हैं कि इन एनी केस कोई ऐसी एंट्री है जो आपके डेटा में है ही नहीं और आपने यहाँ पे मेंशन की हुई है तो उसकी जगह पे ये नॉट फाउंड लिख के दे दे या कुछ भी लिख के दे दे, ऐसा बाद में आप फिल्टर लगा के उसे फिल्टर आउट कर लोगे कि अगर नहीं है तो मुझे बता दो। तो इस तरीके से आप लास्ट में उसे लिख सकते हो डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, तो वो वहाँ पे यही दिखा देगा। अगर आपको चाहिए होता
कि मैं यहाँ पे ज़ीरो दिखा दूँ तो आप ज़ीरो भी दिखा सकते हैं, आप जो दिखाना चाहें वो दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट किया अपने एक्स लुकअप। चलें आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है, देखिए आपने ना हमेशा से एक बात सुनी होगी, क्या सुनी होगी कि 2 शीट के बीच में हमें वी लुकअप लगाना है, 2 वर्कबुक के बीच में हमें वी लुकअप लगाना है या एक्स लुकअप लगाना है। तो जो अभी तक लगाते हुए आ रहे हैं, मैं फॉर्मूला लगाने के लिए दूसरी शीट पे जा रही थी ना, तो ये बात तो आप समझ लो कि आपने विद इन द शीट्स, मतलब एक ही वर्कबुक में डेटा कहीं और है, वी लुकअप कहीं और है, ये तो आपने स्टार्टिंग से ही लगाना सीख लिया। तो उसमें तो कोई अब आपको प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी देर से हम यही तो काम कर रहे थे कि एक्चुअल में जा जाकर वी लुकअप में यहाँ पे फॉर्मूला लगा रही थी। तो विद इन द शीट्स तो आपको लगाना आ गया। अब बात करेंगे विद इन द वर्कबुक, सॉरी मतलब डिफरेंट डिफरेंट वर्कबुक में लगाना हो तो हम क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं। इसमें मैं आप ही के सामने एक और वर्कबुक बनाऊंगी सो दैट आपको ये लगे पूरा सिनेरियो समझ आ जाए। ठीक है, तो अभी हम लोग वी लुकअप लगा रहे थे, आपको पता ही है। तो हमने यहाँ पे अभी तो हमने देखा एक्स लुकअप है, हमने यहाँ पर एक काम एक स्पेस ले लिया, एक्स लुकअप लगाओ, वी लुकअप लगाओ, एच लुकअप लगाओ, बात एक ही है, हम कुछ भी लगा लेंगे। ठीक है, तो हम एक्स लुकअप ही दोबारा लगा लेंगे, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एंड इस एक्चुअल वाले फॉर्मूला एक्चुअल वाले डेटा में कर रहे थे ना, तो मैं होम पे जाती हूँ, फॉर्मेट पे जाती हूँ, मूव और कॉपी शीट में जाती हूँ। यहाँ से मैंने एक्चुअल वाला डेटा लिया, क्रिएट और कॉपी किया और यहाँ से मैंने न्यू बुक करके ओके कर दिया। तो अभी न्यू बुक बन गया। मेरा डेटा देखो इस बुक में है, मेरा डेटा आप देख पा रहे हो, जिसके अंदर रिबन भी शो नहीं कर रहा है, एक फुल स्क्रीन वाले उसमें है। तो मेरा डेटा इधर है, आप बुक नेम देख सकते हो, बुक नेम जो है ये बुक 1 है। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं, जो मुझे काम करके दिखाना है वो इस शीट में करना है, एडवांस एक्सेल फॉर्मूला इन एक्सेल 2। तो चले अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक्स लुकअप लगाना है, सिर्फ आपको तो फॉर्मूला लगा के देखना है, राइट, कि किस तरीके से लगेगा। टैप कर दो, लुकअप वैल्यू ले लो, लुकअप वैल्यू को वही F4 से फिक्स कर दो, ए को कॉमा कर लो, लुकअप एरे। लुकअप एरे के लिए अब मुझे दूसरी शीट में जाना पड़ेगा, तो मैं दूसरी शीट में जाऊंगी, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लूंगी। तो बस इसमें फ़र्क क्या पड़ा, इसमें फ़र्क पड़ा ऊपर यहाँ पे शीट लिख के आती थी, अब यहाँ पे वर्कबुक का नेम आ गया। रिटर्न एरे भी मुझे यहीं से ही चाहिए, तो रिटर्न एरे भी मैं यहीं से ही ले लूँगी। इसको सेलेक्ट करके F4 को फिक्स कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो देखो आंसर आपका यहीं आना है। ठीक है, आंसर आपका यहीं आ गया। ऑटो सेव टर्न ऑफ हो गया है, हम लोग इसे कंट्रोल एस कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अब मान लीजिए मैं इस बुक को यहाँ पे डिलीट कर देती हूँ, तो डिलीट हो जाएगा क्योंकि मैंने इसको अभी सेव नहीं किया है। तो एक काम करती हूँ, मैं इसको सेव कर लेती हूँ कहीं पे भी, तो मैंने सेव कर दिया। ठीक है, अब मैं इसे क्रॉस कर देती हूँ, क्या मेरा आंसर कहीं चला जाएगा? नहीं, बस आंसर की जगह यहाँ पे पाथ लिख के आ जाएगा बस। अब आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, बाकी आंसर आपका एज इट इज़ रहेगा। जब आपको चेंजेस करने हो, कुछ भी आपको फॉर्मूला के अंदर कुछ भी चेंजेस करने हो, तब बस आपको क्या करना है, जो फाइल जहाँ से डेटा आपने ले रखा है उस फाइल को आप ऑन कर लीजिएगा बस। अदरवाइज यहाँ पे और कुछ करने की, क्योंकि मैंने इस पर क्लिक कर रखा था ना इसीलिए, अदरवाइज आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो चाहे 2 वर्कबुक हो, चाहे 2 शीट हो, चाहे कुछ भी हो, जब हम अलग अलग चीज़ों पे इस तरीके से कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो वो डायरेक्टली इसी तरीके से लगता है। बस वहाँ पर अलग वर्कबुक में लगाओगे तो वर्कबुक का नाम आ जाएगा, वर्कबुक बंद कर दोगे तो पाथ का नाम आ जाएगा जहाँ पे वो सेव्ड है। ठीक है, और इससे ऊपर कोई डिफरेंस नहीं होता। तो अब आई होप आपको ये कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगी कि किस तरीके से ये चीज़ काम करती है। चलिए, वी आर डन विद द वी लुकअप। हमने काफ़ी चीज़ें सीख ली वी लुकअप के लिए, जितनी मेन चीज़ें होती हैं हमने सीखी हैं। हमने सीखा कि कॉलम इंडेक्स नंबर को कैसे डायनेमिक बनाया जाता है, साथ ही साथ में अगर हमें टेबल एरे को कैसे डायनेमिक बनाना है वो करा जाता है। इसके अलावा भी कुछ फॉर्मूलाज इस्तेमाल होते हैं इसी काम के लिए, जब हमें किसी ना किसी तरीके की एक्सट्रैक्शन करनी पड़ती है। लेकिन जब यहाँ पर वी लुकअप एच लुकअप के अंदर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन थी, वो उन सभी रिस्ट्रिक्शन को तोड़कर आगे बढ़ते हैं। चले अब हम आगे के फॉर्मूला सीखते हैं। लुकअप एक्स लुकअप की एक और कर लेते हैं ना। ठीक है, दैट इज़ ऑटो अपडेटेड। ऑटो अपडेटेड कैसे काम करता है? वैसे तो बेसिक फंडा है जो हमेशा से करते हुए आ रहे हैं, बट फिर भी समझ लो। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे वी लुकअप लगाती हूँ और यहाँ पे एक ऐसा नाम देती हूँ जो इसमें अवेलेबल ही नहीं है, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? ऐसे केस में बस आपने कुछ नहीं करना, इसको टेबल में कन्वर्ट करना है। बिकॉज टेबल क्या होती है, उसकी कोई रेंज नहीं होती, तो वो डायरेक्टली चलता रहेगा। ये बस मुझे जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन बताना था आपको, ये चीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इन एनी केस अगर नहीं आती है तो प्लीज़ लेट
लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, बिकॉज ये वाली चीज़ हम काफ़ी बार कर चुके हैं। एंड अगर आपको टेबल नहीं आती हैं, टेबल में कन्वर्ट करना नहीं आता, ये जो बेसिक वर्किंग्स हैं ये नहीं आती है, तो प्लीज़ चेक द पार्ट 1, जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी रिगार्डिंग विद द टेबल्स और फार्मूला एंड द रेंजेस एंड हाउ टू फॉर्म अ फार्मूला। ठीक है, तो आपको वहाँ पे वो सब कुछ सीखने को मिल जाएंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मोस्ट हॉट टॉपिक और सबसे ज़्यादा जिसकी बात होती है विच इज़ इंडेक्स प्लस में मैच। लेकिन इंडेक्स प्लस में मैच करने से पहले यू नीड टू नो अबाउट व्हाट इज़ इंडेक्स एंड व्हाट इज़ मैच। तो हम लोग इंडिविजुअली सबसे पहले ये सीखेंगे कि इंडेक्स क्या होता है और मैच क्या होता है। चलिए अब सबसे पहले हम इंडेक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। इंडेक्स फॉर्मूला आपको बताता है किसी भी, अगर हम उसे डायरेक्टली पोजिशन बता रहे ना कि उस जगह पे जाकर, इस जगह पे जाकर आप जो वैल्यू लिखी है वो मुझे लाकर दे दो, तो इंडेक्स वो काम करता है। तो बेसिकली हम उसको पोजीशन बताते हैं कि उस जगह पे जाना है और वो हमें वैल्यू बताता है। तो इक्वल्स टू इंडेक्स अगर हम लगाते हैं, टैब करते हैं, एरे एरे देना होता है हमें, उसको पूरा अपना डेटा के बारे में बताना होता है, कॉमा करेंगे। अब मान लीजिए उसको रॉ नंबर बताना होगा कि कौन से रो में जाकर आपको आंसर ढूंढना है। तो यहाँ पे हमारे पास रॉ नंबर हम 10 दे देते हैं, कॉमा, उसके बाद आपको उसको कॉलम नंबर बताना होता है। मान लीजिए आप चाहते हैं अमाउंट निकालना, तो आप यहाँ पे उसको 6 दे देंगे, एंटर कर देंगे, तो उसने अमाउंट लेकर आया है। 10th के अंदर ये अमाउंट है विच इज़ ओके। 10th रो आपका ये बैठेगा बिकॉज आपका फर्स्ट रो यहाँ पे, 10th रो आपका ये बैठेगा 11th वाला। तो आपका जो अमाउंट आएगा वो 1518426 आएगा। तो वही उसने अमाउंट ला के दे दिया। अब आप कहेंगे कि मैम जिस तरीके से हमने ये छोड़ा हुआ था तो उसने उसको काउंट नहीं किया। नहीं, देखें जिस तरीके से वीलुकअप के अंदर, वीलुकअप के अंदर क्या होता है, जब हम कॉलम इंडेक्स नंबर को काउंट करते हैं तो हम थोड़ा ना डेटा को कंसिडर करते हैं कि डेटा कितना है, हम तो वो कंसिडर करते हैं कि हमने टेबल एरे में कितना दिया है। और टेबल एरे में जहाँ से भी हम लोगों ने टेबल एरे दी होती है वहीं से ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं अपने कॉलम इंडेक्स नंबर को। तो ठीक वैसे ही जब आप इंडेक्स के लिए अपना रॉ नंबर या कॉलम नंबर बता रहे हो तो बिल्कुल टेबल एरे जहाँ से लिया, मतलब पूरी जो एरे जहाँ से चूज़ की है उसी के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर उसे चूज़ करके बताएंगे। ओके, चलें अब हम बढ़ते हैं मैच की तरफ। फॉर्मूला है वो बिल्कुल अपोजिट होता है इंडेक्स का। जिस तरीके से इंडेक्स को हम पोजीशन बताते हैं तो वो हमारे लिए वैल्यू लेकर आता है। तो अब हम मैच का कैसे उल्टा हो गया है कि हम उसे वैल्यू बताएंगे और वो हमारे लिए पोजीशन लेकर आएगा। तो बेसिकली अभी हम वैल्यू इसी को ही ले लेते हैं, हमने जो वैल्यू कैलकुलेट की है, और यहाँ पे मैच फॉर्मूला लगाते हैं, मैच टैब लुकअप वैल्यू। अच्छा, इसका जो लगाने का तरीका है वो बिल्कुल एक्स लुकअप जैसा है। तो मैच में लुकअप वैल्यू चाहिए, लुकअप वैल्यू जिसको सर्च करना है इसको सर्च करना है, कॉमा, लुकअप एरे किसमें सर्च करना है, इसमें सर्च करना है, कॉमा, आगे एग्जैक्ट मैच चाहिए, लेस देन चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए, ऑब्वियसली एग्जैक्ट मैच चाहिए, टैब कर दो, पैरेंथेसिस ऑफ कर दो, एंटर। तो उसने बताया 9th नंबर पे है, हमने डेटा यहाँ से सेलेक्ट किया था ना, यहाँ से 9th नंबर कब होता है, देखो नीचे काउंट देख लो, 9 नंबर यहाँ कंप्लीट होता है, तो ये इसका पोजीशन हो गया। तो बेसिकली इंडेक्स ने क्या किया, पोजीशन हमने दी, वैल्यू दे दिया। और अगर मैं बात करूँ मैच का, तो उसने, हमने उसको वैल्यू दी तो उसने हमें पोजीशन बताया। दोनों इसका अपोजिट है। अब इन दोनों को एक साथ कैसे इस्तेमाल करें कि ये जो वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप जो ना कर पाए तो ये दोनों कर दें। चलें वो समझते हैं। ये है हमारा जिसके अंदर हमें इंडेक्स और मैच निकालना है। एक्चुअल के डेटा को मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, ठीक है। अभी क्या है, जर्नली वी लुकअप कैसे लगता है, वी लुकअप में आप लुकअप वैल्यू देते हो, ठीक है। उसके बाद आप इसको हम एक्स लुकअप से निकालते हैं, ठीक है। एक्स लुकअप से निकालेंगे इक्वल्स टू एक्स लुकअप, एंड किस तरीके से निकालेंगे, लुकअप वैल्यू देंगे और सब चीज़ें देंगे। लेकिन यही काम देखो, आपको भी पता है कैटेगरी इधर है, प्रोडक्ट नेम इधर है, इधर उधर सारी चीज़ें हो रखी हैं। तो यही काम इजी बनाने के लिए हम इंडेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडेक्स कॉमा, उसको देनी होगी हमें एरे, तो हमने पूरी एरे यहाँ से चूज़ कर ली है, हमने एरे चूज़ कर लिया, कॉमा, उसके बाद हमें उसे रॉ नंबर देना है। एक बात बताओ कि वर्टिकल डेटा में आप रॉ नंबर दे सकते हो क्या? वर्टिकल डेटा में तो हम कॉलम नंबर दे सकते हैं ना, रॉ नंबर थोड़ी ना दे सकते हैं। तो रॉ नंबर की जगह आप मैच फॉर्मूला लगाओगे। हमेशा आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसकी कंफ्यूजन दूर कर लो। जो चीज़ आप नहीं दे सकते हो उसकी जगह मैच लगाना है। एक बात बताओ, वर्टिकल डेटा के अंदर तो हमेशा कॉलम में इंडेक्स नंबर होता है, वर्टिकल डेटा के अंदर ही तो आप वी लुकअप लगाते हो ना, तो वी लुकअप के अंदर तो कॉलम इंडेक्स नंबर आता है ना। तो अगर कॉलम इंडेक्स नंबर ही तो दे सकते हैं ना, तो उसने पूछा क्या है, रॉ नंबर। रॉ नंबर दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते हो ना। तो रॉ नंबर नहीं दे सकते हो तो उसकी जगह मैच फॉर्मूला लगाओ। अगर यहाँ पे रॉ नंबर दे सकते, अगर हमारा हॉरिजॉन्टल डेटा होता तो आप रॉ नंबर तो दे सकते थे, कॉलम नंबर नहीं दे सकते थे।
तो ऐसे केस में कॉलम नंबर की जगह पे आप मैच का फॉर्मूला लगाते। जो आप नहीं दे सकते उसकी जगह पे आप दूसरे फॉर्मूले की हेल्प ले रहे हो, तो मैच फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। लुकअप वैल्यू क्या है, बिल्कुल वैसे ही लगेगा। आपका लुकअप वैल्यू क्या आएगा, इसको इरेज कर लो, सेम शीट में होता है तो इरेज कर लिया करो। आपने ये लिया जिसको आप फिक्स कर सकती हैं, लेकिन 2 को फिक्स नहीं करना, A को फिक्स करना है बिकॉज ड्रैग भी करोगे, कॉमा। उसके बाद लुकअप एरे, सेम वैसे ही है, लुकअप एरे ये नेम के अंदर मिलेगा, इसको फिक्स कर लो, सभी के लिए सेम रहने वाला है, F4 से फिक्स कर दो, कॉमा। उसके बाद आपको क्या चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए, टैब कर दो, पैरेंथेसिस ऑफ कर दो। तो अभी जो पैरेंथेसिस ऑफ किया है वो तो रॉ नंबर का किया है, उसके बाद कॉमा करो। कॉलम नंबर आपको क्या चाहिए, आपने देखो डेटा आपने यहां से लेकर यहां तक पूरा दिया हुआ है, तो अगर आप चाहें तो कर्ली ब्रैकेट्स ऑन कर सकते हैं। आपको पता है मैक्स मल्टीपल चीजों के लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स ऑन करते हैं। तो एक तो आपका 2 कॉलम नंबर हो गया, फिर 4 5 6 7 8, हाँ आई गेस 6 7 8, हाँ तो 2 4 5 6 7 8, तो 2 कॉमा 4 कॉमा 5 कॉमा 6 कॉमा 7 कॉमा 8, पैरेंट ये कर्ली ब्रैकेट्स ऑफ, पैरेंथेसिस ऑफ, एंटर। तो देखो इसने एक ही बारी में सारे आंसर दे दिए, जस्ट ड्रैग इट, तो आपके पास सारे आंसर आ जाएंगे। बट आई गेस सारे आंसर करेक्ट तो नहीं आए हैं, बिकॉज क्लासिक का देखा जाए, क्लासिक का तो ये वडोदरा एंड गुजरात था, तो हम लोगों ने कुछ ना कुछ मिस्टेक किया, बिकॉज ये करेक्ट तो आंसर नहीं आया है। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, सिंगल के लिए निकाल के देखते हैं पहले, तो विच इज 2 पैरेंथेसिस ऑफ, एंटर, एंड यहां से जस्ट ड्रैग इट। तो यहां पर हम लोगों ने मिस्टेक की है, इंडेक्स वाले को हम लोगों ने ये A2 K331 है, और उसके बाद एंटर, यहाँ पे A3 KK32 आ गया है, तो हम लोग इसको 2 बार ये कर लेते हैं, और यहाँ पे दोबारा से इसको लेते हैं और इसे F4 से फिक्स करते हैं, फिर एंटर करते हैं, और उसके बाद हम ये लेते हैं और हम ड्रैग करते हैं। तो देखो हमारा आंसर आ गया। देखो मेरी गलती ही थी क्योंकि मैंने यहाँ से फिक्स नहीं किया था। ऑब्वियसली एरे तो सभी के लिए सेम है, तो हमें फिक्स करना चाहिए था, तो जैसे ही हमने फिक्स किया वो आ गया। बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान देना है, सबसे पहले आप इंडेक्स लगाना सीख लो। इंडेक्स क्या बता रहा है, वैल्यू। मैच क्या बता रहा है, पोजीशन। जो चीज़ आपके पास नहीं है उसकी जगह मैच लगाना है। वर्टिकल डेटा है तो ऑब्वियसली रो नंबर आपके पास नहीं होगा, उसकी जगह लगाओ। हॉरिजेंटल डेटा है, ऑब्वियसली कॉलम नंबर आपके पास नहीं है, उसकी जगह मैच लगाओ। वो सिचुएशन कम आती है, ये सिचुएशन ज़्यादा आती है, तो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया है। फिर भी कहीं कोई डाउट लगता है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एक बार और लगाना बता देती हूँ, मुझे पता है कि एक बार और आपको सीखने की ज़रूरत है एक लास्ट टाइम, ओके। चलें, इसके बाद हम लोग आएंगे इंडेक्स टैब। इंडेक्स के लिए हमें क्या देना होता है, एरे देना होता है। तो हम लोग यहाँ से देखो सीरियल नंबर से लेके मैंने यहाँ तक का पूरा एरे चूज कर लिया है। एरे सभी के लिए सेम रहने वाली है, इसलिए F4 से फिक्स कर दिया है, कॉमा। रॉ नंबर मेरे पास नहीं है, जो चीज़ मेरे पास नहीं होती है उसकी जगह मैं मैच फॉर्मूला लगाती हूँ, टैब करती हूँ। ये मुझसे लुकअप वैल्यू पूछता है, इंडेक्स मैच में जाके मैंने लुकअप वैल्यू इसको दिया है, इसको इस तरीके से फिक्स किया बिकॉज हमें ड्रैग करना है, तो A को फिक्स किया है, 2 को फिक्स नहीं किया है। कॉमा करेंगे, लुकअप एरे। लुकअप एरे मतलब जिसमें हमें इसे ढूंढना है, नेम वाले में ढूंढना है, ये हमने सेलेक्ट किया, F4 से फिक्स किया, कॉमा किया। उसके बाद हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो हमने 0 लिया, टैब किया, पैरेंथेसिस ऑफ किया, उसके बाद कॉमा करेंगे। उसके बाद इसे कॉलम नंबर बताना है। कॉलम नंबर बताने के लिए हम लोगों को पता है, कॉलम नंबर हमें जब मल्टीपल बतानी होती है तो हम कैसे बताते हैं, हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर बताते हैं। तो हम कर्ली ब्रैकेट्स ऑन करेंगे, और यहाँ पर हम लोगों ने उसको टेबल एरे जो दिया है वो स्टार्टिंग से ही दिया है इंडेक्स के अंदर, तो हम स्टार्टिंग से ही काउंट कर लेंगे। तो आपका यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर, सॉरी कॉलम नंबर क्या आएगा, 2 कॉमा 3 में तो आपका नेम है तो वो नहीं आएगा, 4 कॉमा 5 कॉमा 6 कॉमा 7 कॉमा 8। आप कर्ली ब्रैकेट्स ऑफ कर दो, उसके बाद पैरेंथेसिस ऑफ कर दो, एंटर कर दो, आपके सभी आंसर्स आ जाएंगे। फिर आप इसे सेलेक्ट करके जस्ट ड्रैग इट डाउन एंड आपके सभी आंसर्स आ जाएंगे। ओके, मैंने एक ड्रैग कम किया है, एक बार और ड्रैग कर लो। मुझे ऐसा लगा फिर गलत आ गया है ये वडोदरा गुजरात जब दिखा नहीं, लेकिन अब हमारे आंसर्स एकदम करेक्ट आ गए हैं। लेकिन फिर भी कहीं डाउट लगता है तो मैं दोबारा आपको वही कहूँगी कि प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपके जितने भी डाउट्स होते हैं हम साथ साथ में लिखते जाएं, कमेंट्स में बताते जाएं, लिखते जाएं, बिकॉज आई नो दिस थिंग कि आप एक ही बारी में इस पूरे वीडियो को नहीं देख रहे होंगे। तो जितने कमेंट्स हैं वो बताते जाएं, एक एक करके आपके सारे डाउट सॉल्व होते जाएंगे। ठीक है, तो चले अब हम आगे बढ़ते हैं।
आता है फ़िल्टर फ़ॉर्मूला। फ़िल्टर फ़ॉर्मूला हम लोग सर्च बॉक्स बनाने में भी हेल्प करते हैं। अभी ये काम किसके आता है वो समझिए, बिकॉज़ अगर हमें ये नहीं पता होता ना कि फ़ॉर्मूला पर्टिकुलर काम किसके आता है, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। फिर हमें ये सिचुएशन ही नहीं पता होगी, फिर हम लगाएँगे कैसे? तो देखिए, जब भी आपके पास डेटा जिसके अंदर डुप्लीकेसी ना हो, लुकअप वैल्यू के अंदर डुप्लीकेसी ना हो, तब तो आपके पास आप वीलुकअप, एचलुकअप, एक्सलुकअप कुछ भी लगा सकते हैं। लेकिन डुप्लीकेट एंट्रीज़ भी हैं और सारी एंट्रीज़ चेक करनी है, मतलब सेल्स की शीट है और मान लो अपेक्स ने आपसे कुछ खरीदा, तो अपेक्स ने 10 बार एंट्री करा रखी है, तो 10 की 10 एंट्रीज आपके पास आ जाए, ऐसे केस में आपको फ़िल्टर फ़ॉर्मूला हेल्प करता है। ये फ़ॉर्मूला है, ठीक है? तो चलें अभी हम यहाँ फ़ॉर्मूला लगाएँगे व्हिच इज़ फ़िल्टर, टैब, उसके बाद एरे। एरे नॉर्मल तरीके से बिल्कुल सेम है और कुछ भी नहीं करना। आपने यहाँ डेटा देना है, मैंने यहाँ पे एरेज़ की सेलेक्ट कर ली है, ठीक है? कोई आपको एफर्ट नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये आपसे माँगता है इंक्लूड, मतलब किसके अकॉर्डिंग, इसमें जो लुकअप वैल्यू है वो क्या है? वो नेम के अकॉर्डिंग है ना, नेम में ढूँढ रहे हैं और ये नेम किसके बराबर होना चाहिए? जो भी हम इस सेल के अंदर लिखेंगे, तो आप इक्वल्स टू लगाओ और इस सेल को सर्च कर लो, इस सेल को सेलेक्ट कर लो कि मैं जो भी इस सेल में लिखूँ उसके बराबर जो वैल्यू होगी वो उसमें होगी और जब-जब वो नाम मिले तब-तब वाली सारी एंट्रीज़ मेरे पास आ जाए। लेकिन इसकी भी एक चीज़ असम्पशन है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, पहले इसे समझें, एंटर कर दें। तो देखो इससे रिलेटेड जितनी वैल्यूज़ थी वो आ गई हैं। अभी मैं क्या करती हूँ, एक बार के लिए इसको साइड में करके यहाँ से कुछ और नेम चूज़ करती हूँ, तो उसकी एंट्री आ जाती है रेडियन वेंचर्स। उसके बाद अपेक्स की करती हूँ, अपेक्स रियलिटी। ओके, किसी की भी मल्टीपल नहीं है क्या? विजनरी, हेरिटेज। देखो इसकी 3 थी तो तीनों की तीनों एंट्री आ गई है, जनवरी और 2 फरवरी की है। इसी तरीके से अगर मान लो किसी और की कुछ एंट्रीज़ होती, लेट मी जस्ट चेक, हार्मनी फूड्स की एक ही एंट्री है। डुप्लीकेसी तो है ना, आपको पता लगा। पेक्स ट्रैवल देखो 3 है, मार्च में है, जुलाई में है, अक्टूबर में है, तो इसी तरीके से आपके पास सारी एंट्रीज आ गई। अब दिक्कत ये है कि जो हेडिंग यहाँ पे नेम, कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम, स्टेट, ये एग्जैक्टली वही आंसर देता है जिसकी हेडिंग यहाँ पे भी सेम होनी चाहिए। जो आपको नेम, मंथ, कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम, रीजन, सिटी, ये उसी तरीके से आंसर यहाँ पे देगा। देखो यहाँ कैटेगरी लिखा है लेकिन इसने आंसर मार्च का दिया है विच इज़ मंथ। यहाँ पर प्रोडक्ट नेम लिखा है लेकिन इसने आंसर कैटेगरी का दिया है। ये मैंने जानबूझ करके लिखा है सो दैट आपको ये चीज़ समझ आए। अभी थोड़ी देर पहले तो आपका ऐसा होगा कि अरे मैम गलत निकाला है अपना आंसर। नहीं, ये सिर्फ आपको बताने के लिए है कि देखो यहाँ मैंने कॉस्ट एंड प्राइस लिख दिया है लेकिन स्टिल वो आंसर आपको नहीं दे रहा है करेक्ट। क्यों नहीं दे रहा है? हेडिंग आप कुछ भी लिखो, उसको हेडिंग से मतलब नहीं है, वो एग्जैक्टली जो यहाँ पर आपने टेबल एरे चूज की है जितना भी और जिस ऑर्डर में वो लिखी है वो आंसर आपको उसी ऑर्डर में लाके देता है, बिकॉज वो पूरी की पूरी एंट्री उठाकर आपको दे रहा है। तो इन एनी केस जहाँ पर आपके पास डुप्लीकेसी एंट्रीज हैं और आपको इस तरीके से डेटा चाहिए तो आप वहाँ पे फिल्टर फॉर्मूला लगा सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। कहीं पे भी कोई डाउट लगता है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलें अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, वो भी काफ़ी डायनेमिक है, ऑल्टरनेटिव है आपका वी लुकअप का, लेकिन किस तरीके से काम करता है चलें वो देखेंगे। आपके पास आता है, मान लीजिए अगर मैं यहाँ से इस तरीके से हेडिंग ही चेंज कर दूँ तो नीचे आंसर भी चेंज हो जाए। अब ये काम वी लुकअप में तो नहीं कर सकते बिकॉज कॉलम इंडेक्स नंबर होता है, एक्स लुकअप में भी नहीं कर सकते क्योंकि रिटर्न एरर दे रखा होता है। तो ऐसे केस में आप डीगेट फॉर्मूला लगाते हो, टैब करते हो डेटाबेस। डेटाबेस हम उसको बोलते हैं जब हमारे पास बहुत लार्ज नंबर ऑफ डेटा होता है। तो आप उसमें क्या करते हैं, हेडिंग के साथ पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये सभी के लिए सेम होने वाला है इसलिए F4 फिक्स कर लीजिए एंड कॉमा कर दीजिए। उसके बाद आपको लेना है यहाँ पर क्या, उसके बाद आपको चाहिए फील्ड। फील्ड क्या होती है? जिसका आपको आंसर निकालना है। तो मुझे इस फील्ड का आंसर निकालना है। एक बार पहले इसको इस कर दो, इसको सेलेक्ट करो एंड फिर बाद में सी के लिए भी आपको इसको ड्रैग करना है, तो 1 शुड रिमेन द सेम। तो आप F4 से सिर्फ 1 को फिक्स कर लो, ठीक है। हमने 1 को फिक्स किया, कॉमा किया। उसके बाद क्राइटेरिया, इसके अंदर एक ड्रॉबैक छोटा सा ये है कि यहाँ पे जो क्राइटेरिया काम करते हैं उसके अंदर आपको हेडिंग के साथ क्राइटेरिया लेना पड़ता है। इसीलिए अगर आपको एक से ज़्यादा वैल्यूज़ का यही काम करना है तो थोड़ी सी मुश्किल आती है, उसके लिए हमें नेस्टेड फार्मूलाज का इस्तेमाल करना पड़ता है। अदर देन दैट ये वाला फार्मूले के लिए फुल ऑन बिंगो है, ठीक है। तो हम इसे F4 से फिक्स कर देंगे। मैंने F2 क्यों कर दिया है? क्योंकि वो कर्सर एंटर हो गया है। F4 से फिक्स कर देंगे, एंटर कर देंगे, हमारे पास आंसर आ गया है, हम इसे ड्रैग कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से जैसे ही मैंने चेंज किया तो ये आंसर भी चेंज करेगा, ये आंसर भी चेंज करेगा। देखो मैंने सिटी किया, मैंने क्वांटिटी किया, मैंने यहाँ से रीजन किया, मैंने यहाँ से जेंडर कर लिया, यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। तो जब भी आपको इस तरीके का कोई
कोई इन्फॉर्मेशन बेस्ड कुछ भी बना के रखना है ना, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। ये वाला आपको बहुत काम देगा कि आपने बस यहाँ से जो आपका मन आया वो चेक करना है किसी पर्टिकुलर चीज़ का, तो आप डीगेट फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक वैसे ही एक डीसम भी होता है, वही मल्टीपल क्राइटेरिया पे काम करता है, लेकिन ये कैसे काम करता है, जैसे हमारा समिफ होता है, समिफ्स होता है, ये हमने पार्ट 1 में किया है, बहुत अच्छे से किया है, तो वहीं पे ही हम लोग इस डीसम को समझें। पर अगर मैं नेम चेंज करती हूँ तो टोटल चेंज होता है, मंथ चेंज करती हूँ तो टोटल चेंज होता है। तो इस तरीके से जो मल्टीपल चीज़ों में काम करे, अब मे बी इसका डेटा ही नहीं होगा तो इसीलिए यहाँ पे ये दिखा नहीं रहा है। तो इस तरीके से जो मल्टीपल चीज़ों में काम करे, वो वाला जो आपका जो फॉर्मूला होता है वो डीसम होता है। मतलब आप ये ना समझिएगा कि फॉर्मूला गलत लगा हुआ है, ये डेटा इस तरीके का होगा जिसके अंदर नहीं है जुलाई के अंदर, कोई बात नहीं। हम कोई और डेटा देखते हैं, दिसंबर में कहीं पे भी एंट्रीज नहीं है क्या? लेट मी चेक, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पर्सन का नेम है तो कहीं तो एंट्री होंगी। ये तो बड़ी गलत बात हो गई है। तो देखो है तो सही, हमारा डेटा इस तरीके से बना हुआ है। चले अब हम डीसम को लगाएंगे, जो चीज़ आपने वहाँ सीखी है ना बिल्कुल वैसा ही है। तो आप लगाएंगे यहाँ पे डीसम टैब, उसके बाद डेटाबेस। अभी आपने समझा ना डेटाबेस क्या है। अब हमें वो लेना है जिसमें डुप्लीकेट एंट्रीज हों और हेडिंग के साथ हमें लेना होता है, हमने ले लिया। F4 से आप फिक्स करना चाहो तो कर लो, वरना सिंगल वैल्यू निकाल रहे तो हमें फिक्स करने की नीड नहीं है। तो हम लोगों ने यहाँ पर डेटाबेस ले लिया है। उसके बाद हमें फील्ड चाहिए। फील्ड क्या होती है? जो भी हम निकाल रहे होते हैं, यहाँ पर हमें क्या चीज़ चाहिए तो हम फील्ड यहाँ पे लेते हैं। उसके अंदर डीगेट के अंदर ये होता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग हेडिंग को देख रहे होते हैं, लेकिन यहाँ ये नहीं होगा। यहाँ पर क्या होता है, हम लोग उसको फील्ड लेते हैं जिसका हमें टोटल कराना है। तो हमें अमाउंट का टोटल कराना है तो हम अमाउंट को लेंगे, कॉमा करेंगे। और क्राइटेरिया, क्राइटेरिया देने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पर हेडिंग के साथ क्राइटेरिया देना है, लेकिन हम कितने भी क्राइटेरिया देना चाहें तो दे सकते हैं। मैम क्या हम ये समिफ से कर सकते थे? हाँ बिल्कुल कर सकते थे। ईजी था? हाँ बिल्कुल ईजी था। लेकिन ये भी एक एडवांस फार्मूला बढ़ते हुए वर्जन्स के साथ आ गया है, नए वर्जन्स के अंदर अवेलेबल है, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हो। अब आप उसे एंटर कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपने कुछ भी नहीं किया है, बस आपका जो फील्ड है, फील्ड इस बार जिसका हमें टोटल कराना, जिसका हमें आंसर चाहिए, हमें अमाउंट का आंसर चाहिए था तो हमने वहाँ अमाउंट किया और उसके बाद हमारा आंसर आ गया है। क्राइटेरिया, बस इसमें ये फ़ायदा होता है कि हमारे पास मल्टीपल क्राइटेरियाज होते हैं। क्या मैम हम इसकी जगह समिफ्स का यूज़ कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, कोई नो डाउट, बिल्कुल खुला कर सकते थे। अगर वो आता है एकदम वो वाला यूज़ करो। लेकिन अगर मान लो डेटा ज़्यादा बड़ा है, मल्टीपल क्राइटेरियाज हैं, वो फॉर्मूला बहुत लंबा बनता है, तो आप यहाँ पर अपने क्राइटेरियाज को कहीं पे लिख लीजिए और डायरेक्टली आंसर ले आइए। तो ये काम भी आप कर सकते हैं। बस इसके अंदर भी वही ड्रॉबैक है कि आपको अपनी हेडिंग्स के साथ क्राइटेरियाज को लेना पड़ता है और वो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। तो अगर आपको समिफ इस्तेमाल करना है, मैं अगर पर्सनली बात करूँ तो मैं समिफ्स का इस्तेमाल करती हूँ, काफ़ी सालों से करती हुई आ रही हूँ, तो वो ज़्यादा अच्छा काम करता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें यहाँ पर देखिए, ऑल्दो काउंट एफ सम एफ्स के बारे में हम लोग पार्ट 1 में कर चुके हैं, तो मैं यहाँ नहीं करा रही बिकॉज इट्स एन एडवांस्ड वाला वर्जन। तो यहाँ पर हम लोग एडवांस फार्मूलाज करने वाले थे। हमने फिल्टर कर लिया, हमने डीगेट कर लिया, इंडेक्स मैच कर लिया, वी लुकअप एक्स लुकअप को इतने अच्छे से समझा है। तो नेक्स्ट हम लोग एक इफ्स करेंगे और उसके बाद इन फार्मूलाज को यहीं समअप करके हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, जो कि हमारा पावर क्वेरी होने वाला है। तो चलें हम अपना लास्ट फार्मूला करते हैं। बेसिक टू एडवांस किया था ना, तो उसके अंदर हमने इफ़ किया था। और इफ़ का इस्तेमाल ऐसा होता है ना कि आप कितना बड़ा से बड़ा काम कर लो, उसके अंदर इफ़ कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा होता है। वहीं पे अगर आपके पास सिंगल कंडीशन है तब तो हम इफ़ इस्तेमाल करते हैं। उसी को ही जब आप प्लूरल बना देते तो एस लगा देते ना, तो इफ्स का इस्तेमाल होता है। कुछ नहीं करना, वही लॉजिकल टेस्ट है, वही सब कुछ है। मैं ये कंसिडर करके चल रही हूँ कि आपको इफ़ आता है, इन एनी केस नहीं आता, प्लीज़ सीख लो, प्लीज़ सीख लो। मैंने आपको कुछ कुछ चीज़ें बताई हैं ना बीच बीच में कि भाई और कुछ सीखो ना सीखो, वहाँ जाके ये चीज़ ज़रूर सीखो, वहाँ जाके फॉर्मूलाज का फॉर्मेशन ज़रूर सीखो, सेल रेफरेंसिंग बहुत ज़रूरी है, वो सीखो। वहाँ पे जितने भी फॉर्मूलाज कराएं वो सीखो, और उसके अंदर उन फॉर्मूलाज में भी अगर सारे करने का मन नहीं है, इफ़ तो रट्टा मार लो। मैं खुद कहती हूँ ना रट्टा नहीं मारना, लेकिन इफ़ तो ऐसे समझ लो कि मुझे तो इफ़ करना ही करना है। इफ़ कर लिया ना, आधे काम कर लोगे आप, अपना काम जितना भी होगा आधे से ज़्यादा काम कर लोगे अगर इफ़ आ गया। इफ़ अच्छा है, टेक्स्ट अच्छा है, बाकी एडवांस फार्मूलाज हैं वो बहुत अच्छे हैं।
तो ये करने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलें, यहाँ पे सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि यहाँ पे कुछ पार्टी की नेम्स है और रेटिंग दी हुई है, उन रेटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ स्टेटस लिखना है। अब रेटिंग क्या दी हुई है, अगर 1 है तो पुअर लिख दो, 2 है तो बिलो एवरेज लिख दो, 3rd है तो एवरेज लिख दो, 4th है तो गुड लिख दो और 5th है तो एक्सीलेंट लिख दो। ऑल्दो हम ये काम किससे कर सकते हैं, बताएं, ये काम हम किससे कर सकते हैं? चलो 2 तरीके से करके बताती हूँ, 2 से 3 4 पता नहीं कितने तरीकों से हो सकता है ये काम। तो चलें, सबसे पहले जो कर चुके हैं एक बार रिवाइज कर लें, मज़ा आएगा। देखें, यहाँ पर अगर मुझे ये काम करना होता ना, टू बी ऑनेस्ट मेरे को सबसे पहले ध्यान में आता वी लुकअप। वी लुकअप में मैं क्या करती, लुकअप वैल्यू इसको लेती, इसको चेक कराना है, कहाँ चेक कराना है, टेबल एरे, तो इसमें चेक कराना है, ठीक है। और F4 से फिक्स कर देना है, कॉमा, उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, आंसर क्या चाहिए, सेकंड कॉलम वाला चाहिए, मैं 2 कर दी, कॉमा करके फॉल्स करती, एग्जैक्ट मैच चाहिए, पैरेंथेसिस ऑफ करके एंटर कर देती, मेरा आंसर आ जाता। मुझे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। तो आपको यहाँ से देखो कितनी आसानी से ये चीज़ निकल गई है ना, तो आपको भी इसी तरीके से ये आसानी से कर लेना है। चलें, अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ योर पावर क्वेरी। ये मिलता कहाँ है, अगर इस पावर क्वेरी की बात की जाए, पावर क्वेरी है क्या, मिलेगा क्या, थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट। यहाँ पे हमारा माउस हाइलाइटर हमें नहीं मिल रहा है, जो कि अब मिल चुका है, सो दैट आपको ईजी रहे सारा काम करने के लिए। एंड हम यहाँ डेटा टैब में जाएंगे एंड यहाँ पर है डेटा टैब। क्या करता है, गेट एंड ट्रांसफॉर्म द डेटा, हमें हेल्प करता है कि हम, एक तो बात है, देखो क्या बोल रहा है इसे ध्यान से समझना, क्योंकि हमारा जो ये डेटा टैब होता है ना, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैब है, ठीक है। इसको लाइटली नहीं लेना, अगर एडवांस सीख रहे हो तो इसको लाइटली लोगे तो एक्सेल आपको लाइटली ले लेगा, ठीक है। क्या कर रहा है, गेट एंड ट्रांसफॉर्म। एक तो कहीं से भी लेकर आ सकते हो डेटा, कहीं से भी ला सकते हो, या तो किसी फाइल में ले आओ, या किसी मतलब एक्सेल फाइल से ले आओ, या किसी फोल्डर से ले आओ, या किसी पर्टिकुलर जो साइट्स होती हैं वहाँ से ले आओ, या फिर कहीं से भी ले आओ, ठीक है। और फिर उसके अंदर ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है, जो आप डेटा क्लीनिंग करते हो, जो आप ये करते हो ना कि मुझे डेटा को करेक्ट करना है, सो दैट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन, कि मुझे जो डेटा है उसको ट्रांसफॉर्म करना है। डेटा क्लीनिंग भी आगे हम सीखेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोगों को डेटा टैब काम आता है। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए यहीं पे लिया है, एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपकी जर्नल चीज़ों के लिए भी बताती हूँ। जब कोई ईजी चीज़ समझ रहे हो ना, तब बड़े बड़े डेटा पे काम करो, मतलब थोड़ा बड़ा डेटा भी लोगे तो चलेगा, क्योंकि काम ईजी है तो समझ आएगा। डेटा भी बड़ा, काम भी टफ, कंफ्यूज हो जाओगे अगर पहली बार कर रहे हो, तो इसीलिए डेटा बहुत छोटा लिया है, ताकि जो काम है पर्पस समझ आ जाए। हमें डेटा पे अभी फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है कि हम वो काम को समझें, हम कोर जो काम कर रहा है उसको समझें, ठीक है। चले, अब हम आगे बढ़ेंगे। मैं पहले आपको डेटा दिखाती हूँ। ये मेरा जैन का सेल है, सेम है। देखो, जैन में हमारा ये 1 2 3 3 एंट्रीज ली है, 3 एंट्रीज, जस्ट 3 एंट्रीज। काम अगर करके देना होगा तो ये 3 एंट्रीज में भी करके दे देगा, ठीक है। क्या यूसेज है, क्यों यूज़ करते हैं, ये सब बाद में बताऊंगी। जैन फैब के पास, आपके पास 4 5 6 सेम आप देख सकते हो, वही सीरियल नंबर, रीजन, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, सेल्स डेटा है, सेल्स डेट है, यहाँ पे भी यही है। मार्च में अगर जाएंगे तो मार्च में भी यही है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों के पास 3 टेबल हैं। अगर मैं पिवट बनाने जाऊंगी तो सबकी इंडिविजुअल पिवट बनेगी। क्या मैं सबको एक साथ जोड़कर एक साथ सारा काम कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ। अगर मान लो इसी तरीके से आपके रियल वर्ल्ड में भी होगा, कि जहाँ पे आप काम करते हो, आप अप्रैल की एक शीट बनाते होगे, मई की एक शीट बनाते होगे, ऐसे ही जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सभी की एक शीट बनाते होंगे। अब लास्ट में आकर आपने ओवरव्यू करना है, कंप्लीट वो करना है, तो ऐसे बैठ के उन सबको मर्ज करते होंगे, है ना, कॉपी पेस्ट करते होंगे, तो विच इज़ अ वेरी रॉन्ग वे। अगर मैं आपको एक ऐसा तरीका बता दूं जिससे कि वो सारी की सारी जुड़ जाएंगी अपने आप, सो दैट अब आप, अगर वो एक टेबल बन गई, तब तो एक टेबल पे तो पूरा रेंज लेकर आप पिवट बना ही सकते हो ना। दिक्कत तो ये, जब अलग अलग होता है तो पिवट तो एक ही रेंज पे बनता है, सिंगल पिवट सिंगल रेंज पे बनता है, राइट। एक रेंज देनी पड़ेगी मेन डेटा की। तो ऐसे केस में हम इस पे कैसे काम करते हैं वो देखें। सबसे पहले काम करें, इन सभी को कंट्रोल T करके टेबल में कन्वर्ट कर लें। यहाँ पे जाएं,
जितनी भी आपकी डेटा है उसको कंट्रोल टी करके टेबल में कन्वर्ट कर लें। क्योंकि इससे होगा क्या, क्योंकि हम वहाँ पे टेबल रेंज लेंगे कि हम लोगों को टेबल रेंज वो चीज़ चाहिए, है ना। अब अपने जैन वाले में आ जाएं, उसके बाद यहाँ डेटा टैब में जाएं एंड यहाँ देखो गेट डेटा है, मतलब आप डेटा कहाँ कहाँ से ले सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, रिसेंट सोर्सेज, टेबल रेंज, फ्रॉम वेब, टेक्स्ट एंड सीएसवी, फ्रॉम फाइल को इसे दूसरे वर्कबुक में से लेना है, टेक्स्ट और सीएसवी में लेना है, जेसॉन में लेना है, पीडीएफ से लेना है, फोल्डर से लेना है, डेटाबेस में एसक्यूएल वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो काम इनका यही होता है। हम लोगों को क्या करना है, फ्रॉम टेबल रेंज लेना है, तो हमने उसको ले लिया है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये थोड़ा थोड़ा वक्त लेता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ भी कट नहीं करने वाली हूँ, जो चीज़ जैसे चल रही है बिल्कुल वैसे ही चलेगी। ठीक है, आपने इसको लोड कर लिया है यहाँ पर। अभी आपको एक दूसरी चीज़ और चाहिए, हमें और ऐड करनी है टेबल, तो हम इसे क्लोज एंड लोड करेंगे। ठीक है, ये एक टेबल लोड हो गई है। ठीक है, टेबल 1। अभी मैं दूसरा टेबल भी मुझे लोड करना है। मैं बिल्कुल इनिशियल तरीका बता रही हूँ किसी चीज़ को करने का। तो आप यहीं डेटा टैब में जाएंगे, टेबल रेंज लेंगे एंड आपका ये सेकंड टेबल आ जाएगा। यहाँ पे पहले वाला टेबल भी दिखेगा। ठीक है, इसे भी हम क्लोज एंड लोड कर देंगे तो इस टेबल 2 बन के आ जाएगा। एंड थर्ड भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। मैं बहुत इनिशियल लेवल पे आपको बता रही हूँ, आगे आगे हम इसका लेवल बढ़ाते हुए जाएंगे कि अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हो। आपकी तीनों टेबल यहाँ आ चुकी है, अब आप इसे क्लोज एंड लोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो बनती है आपकी क्वेरीज बनती हुई जाती हैं, यहाँ पर आपके क्वेरीज एंड कनेक्शन बनते हुए जाते हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चीज़ आपको यहाँ दिख रही है वही यहाँ पर डेटा टैब में जो क्वेरीज एंड कनेक्शन है वही है। आप इसे ऑफ कर दोगे तो ये यहाँ से चला जाएगा, आप इसे ऑन कर दोगे तो ये आ जाएगा। जब भी आपको वो पावर क्वेरी जो विंडो खुल रही है उसको हम पावर क्वेरी बोलते हैं, अगर उसको ओपन करना होता है तो आप इधर पे क्लिक करते हैं। आप इधर से उन्हें क्लिक कीजिए, टेबल 1 आपने खोला है तो आपका ये टेबल 1 खुल जाएगा। अब आपको करना क्या है, देखो टेबल 1 को टेबल 2 और टेबल 3 से जोड़ना है। एंड यहाँ अच्छी बात ये है कि टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 तीनों के अंदर जो उनकी हेडिंग है, सीरियल नंबर, रीजन, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, सेल्स डेटा, डेट, ये तीनों में सेम है। तो इसीलिए, और कॉलम नंबर जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी अगर टेबल 1 में भी देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, और टेबल 2 में भी देखोगे तो 1 2 3 4 5 6। एक तो कॉलम के नंबर सेम है, नंबर सेम होने ही थे, अगर हेडिंग सेम है तो अब हम इसे जोड़ सकते हैं। यहाँ पर किसी चीज़ को जोड़ने के लिए आप टेबल 1 पे चले जाएं, टेबल 1 से ही आपने जोड़ना है, अपेंड क्वेरीज बोलते हैं उसको। अब ऑप्शन ये है कि अपेंड क्वेरीज करते हैं तो टेबल 1 के अंदर ही टेबल 2 और टेबल 3 जुड़ जाएगा और फिर आप उसे लोड कर सकते हो। लेकिन अगर आप करते हो अपेंड एज न्यू क्वेरी तो हम उसको ये कह रहे हैं कि तुम जोड़ तो दो लेकिन उसे अब अलग टेबल में दिखाओ। इन तीनों टेबल को भी एज इट इज़ रहने दो, लेकिन जो जुड़ी हुई टेबल है उसे अलग से दिखाओ। तो हम एक काम करते हैं, हम अपेंड क्वेरी एज न्यू करते हैं। ऐसा क्लिक करने पे ये विंडो आती है। अभी क्या कह रही है, कॉन्कनेट रोज फ्रॉम 2 टेबल्स इनटू अ सिंगल टेबल। पढ़कर करना है। अगर पावर क्वेरी पहली बार कर रहे हो तो सारी चीज़ें पढ़कर करनी है, उससे क्या होगा, काम सही से होगा। दूसरी चीज़, पढ़ने से क्या है ना, 1-2 बार करोगे तो वो चीज़ याद रह जाएगी, रट्टा नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा मुझे ये चीज़ आती है। ठीक है, कोई नई चीज़ समझा रही हूँ बिल्कुल बिगनर लेवल से मैं ऐसा लेकर चल रही हूँ। देखो बाकी चीज़ें क्या है ना, कभी ना कभी की होती है, ये चीज़ हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए नहीं है। तो मैं बिल्कुल ही स्लो एंड बिल्कुल ही डिटेल में और छोटे छोटे एग्जाम्पल से आपको सारा समझाऊंगी सो दैट आपको मैकेनिज्म समझ आए। ठीक है, चलें। कॉन्कनेट का मतलब होता है कोई दो चीज़ को जोड़ना। तो कह रहे हैं कॉन्कनेट रोज फ्रॉम टेबल 2 टेबल्स इनटू अ सिंगल टेबल। 2 टेबल्स के अगर आपको एक सिंगल टेबल बनानी है, हाँ क्या हमें यही करना है, हाँ हमें यही करना है। हमारे पास 2 टेबल्स हैं, 3 और मोर टेबल्स हैं, तो टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, हमें 3 को जोड़ना है तो ज़्यादा है, तो आप इसे क्लिक करेंगे कि मेरे तो 2 से ज़्यादा टेबल हैं। अब आपने क्या करना है, अवेलेबल टेबल्स, हो सकता है यहाँ पे 10 टेबल अवेलेबल होती है और आपको जोड़नी कोई 3 ही होती है कि नहीं है। तो ऐसे केस में यहाँ पर जो भी है आप उस पर क्लिक करेंगे। देखो सबसे पहले मुझे टेबल 1 चाहिए तो मैंने ऐड कर दिया, टेबल 1 ऑलरेडी एडेड थी तो आप यहाँ से क्रॉस कर दो, वो हट जाएगी। टेबल 2 ऐड, टेबल 3 ऐड, हमने ये ऐड कर दी।
हमने अवेलेबल टेबल्स में बहुत सारी टेबल हो सकती हैं। टेबल्स टू अपेंड दैट मीन्स वो टेबल बताओ जिसे जोड़ना और जिस जिस ऑर्डर में जोड़ना है। मुझे टेबल 1 को टेबल 2 से जोड़ना है, फिर टेबल 3 से जोड़ना है। कर दिया, ओके कर दो। तो देखो ये अपेंड हो गया है। यहाँ पर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक देख सकते हो। ये रीजन सारे आ गए, प्रोडक्ट आपका सब कुछ सेम आ गया है। अब देखो यहाँ से चलो एक काम करते हैं, अभी इसमें और क्लीनिंग नहीं करते हैं, इसको यहीं से ही लोड कर लेते हैं बिकॉज अभी हम इनिशियल कर रहे हैं, फिर आगे चल के हम और भी क्लीनिंग इसमें करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्लोज एंड लोड करते हैं। क्लोज एंड लोड 2 किसके लिए होता है ये हम आगे सीखेंगे। अभी के लिए हम एक बेसिक एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो यहाँ से हम क्लोज एंड लोड कर देंगे एंड देखें ये यहाँ पे लोड हो जाएगा। से अब अगर मुझे इसे नॉर्मल में भी कन्वर्ट करना है तो मैं टेबल डिज़ाइन में जाके कन्वर्ट टू रेंज करके इसे कर सकती हूँ कि अब ये नॉर्मल डेटा में आ गया। अब आप चाहें जो करें इसका उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पिवट टेबल बनानी है, आप नॉर्मल पिवट टेबल जैसा बनाते हो वैसे काम कर सकते हो और सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें वैसी ही हो जाएंगी। लेकिन एक तरीका और होता है जिसमें हम डायरेक्टली पिवट में ही उसे लोड करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। ये हम अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे अपने लेवल को इंक्रीज़ करते जाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में इसे देखते हैं। आता है, मान लीजिए आपके पास पीडीएफ में कोई डेटा है, मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, हमारे पास यहाँ एक पीडीएफ है, वही हमने छोटा सा डेटा लिया है एंड इस पीडीएफ को आपको एक्सेल में कन्वर्ट करना है और आपको पावर क्वेरी के अंदर यहाँ पर उसे लेकर जाना है। तो आप किस तरीके से ये ले जा सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं, हम ये समझने वाले हैं। हम सबसे पहले सारी चीज़ें वो लेकर चलें जिनका मैक्सिमम यूसेज होता है हमारे डेली लाइफ में, यहाँ जब हम काम करते हैं तब। उसके बाद हम लोग जो डीप चीज़ें होंगी, जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी वो देख सकते हैं अगर हमारे पास टाइम बचा तो, बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा टाइम है और यूट्यूब की अपनी पॉलिसीज़ हैं। चलें, अब हमने ये इसको डाउनलोड किया हुआ है, हम यहाँ डेटा टैब में जाएंगे, यहाँ गेट डेटा में जाएंगे, फ्रॉम फाइल पे मैं क्लिक नहीं करती हूँ, बस यहाँ पे आती हूँ तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। और यहाँ से आप फ्रॉम पीडीएफ में जाएंगे, फ्रॉम फोल्डर भी हम बाद में देखेंगे, पहले फ्रॉम पीडीएफ में जाएंगे। मैंने इसे डाउनलोड किया हुआ था तो मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके इसे ओपन कर लिया है, इंपोर्ट कर लिया है। ये थोड़ा सा वक्त लेगा और आपके पास वही एक विंडो खुल के आएगी जो पावर क्वेरी की आती है, बट थोड़ा सा अलग आएगा क्योंकि अभी डेटा आपका यहाँ पे नहीं है, डेटा कहीं और है। तो यहाँ पे सबसे पहले डेटा का प्रीव्यू आता है कि आपकी जो शीट आपने दिया है या जो आपने फाइल दिया है उसके अंदर है क्या, अवेलेबल क्या है। यहाँ एक ही पेज अवेलेबल है, अगर ज़्यादा पेजेस अवेलेबल होते तो हम सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स को ऑन करते तो यहाँ पर बॉक्स आ जाता। जैसे ही आप इसे क्लिक करते हो आपको यहाँ पर इस तरीके से दिखेगा कि आपका जो डेटा है वो इस तरीके से है। आपने इसको सिर्फ लोड करना है, एग्जैक्टली सेम आपको अपने एक्सेल में ले आना है तो आप वो कर सकते हो, या फिर आप ट्रांसफॉर्म डेटा में जा सकते हो। आप यहाँ ट्रांसफॉर्म डेटा में जाओगे और अब देखोगे कि आपके पास जो पावर क्वेरी के अंदर डेटा आया वो इस तरीके से आया है। और अब आपको सबसे पहले तो उसको स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट हम जो करेंगे वो बाय डेलीमीटर करेंगे क्योंकि यहाँ पर सब में बार है। अगर देखोगे तो बार से हम लोग उसे स्प्लिट करना चाहते हैं तो बाय डेलीमीटर जो हम देंगे वो एक बार देंगे कि सबसे पहले तो ये अलग हो जाए। ईच अकरेंस ऑफ द डेलीमीटर, राइट मोस्ट अकरेंस, ईच अकरेंस, कोड करेक्टर एंड हम ओके कर देते हैं। तो अभी ये देखो इसने अलग अलग कर दिया है। जहाँ पर भी आपका हेडिंग था ये सेल्स फैब वाला या फिर वो उसने नल कर दिया है। तो यहाँ आपने एक फंक्शन सीखा जिससे हम कोई भी चीज़ को यहाँ पर स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे वहाँ पर हम टेक्स्ट टू कॉलम से स्प्लिट करते थे, यहाँ से हम लोगों को यहीं पे स्प्लिट बाय कॉलम मिलता है, जिस पे क्लिक करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। बाय डेलीमीटर तो हम उसे खुद से बताते हैं कि इस चीज़ से आपको उसको अलग करना है। उसके बाद बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, बाय पोजीशन, लोअर केस, अपर केस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर हमने इनमें से किसी के अकॉर्डिंग हमें उसे अलग करना होता तो हम इसमें कर लेते। द अदर थिंग मैं आपको जो बताना चाहती हूँ, अभी इस पर फोकस मत करो, ये मेरा फोकस पॉइंट नहीं है। एक मुझे आपको स्प्लिट बताना था और मेन फोकस एरिया मेरा यहाँ पर है कि देखिए जब भी आप कोई भी चीज़ लोड करते हो तो सोर्स आता है। सोर्स का मतलब क्या है, देखिए इसके अंदर पता है क्या है, जो जो काम करते जाओगे ना यहाँ पर वो स्टेप्स आते जाएंगे। सबसे पहले सोर्स मतलब आपने सोर्स लिया होगा, फिर यहाँ पर आप आए होंगे, उसके बाद चेंज टाइप किया आपने और स्प्लिट बाय कॉलम बाय डेलीमीटर किया और उसके बाद चेंज टाइप 1 आ गया। अगर मैं इसे क्रॉस कर दूँ तो यहाँ पे ये थोड़ा वो चेंजेस आया, फिर मैं स्प्लिट बाय कॉलम डेलीमीटर हटा दूँ तो ये आ जाएगा। तो
आप चाहें तो हर एक स्टेप पे जाकर उसे देख भी सकते हैं कि इनिशियली कैसे आया था कैसे, और उसे हटा भी सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ, मैं दोबारा से ये चीज़ कर देती हूँ बाय डेलीमीटर। मुझे ये ऑलरेडी गिवन है तो मैंने इसको ऐसे कर दिया है, तो ये यहाँ आ गया। अगर मुझे उससे पहले वाला देखना होता तो इस डेटा पे सिर्फ क्लिक कर लो, आपको पहले वाली चीज़ें दिखती रहेंगी। जिस स्टेप पे आपका डेटा जिस तरीके का था ना, उस तरीके का आपको यहाँ पर दिखता रहेगा। और दूसरी चीज़ ये कि जब भी आपके पास पीडीएफ में कोई डेटा होता है तो आप इस तरीके से उसे लोड कर सकते हो। एंड लास्ट में तो आपके पास बिल्कुल सिंपल है कि क्लोज एंड लोड। ये क्लीनिंग का काम भी अभी हम करेंगे। अभी सिर्फ आप ये समझो कोई चीज़ को अगर लोड करना है तो हम इस तरीके से लोड कर सकते हैं। अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। अभी वो डेटा क्लीनिंग के प्रोसेस में आएगा। अभी बस इनिशियली ये सीखो, कहीं कुछ डेटा है और मुझे लेकर आना है तो वो कैसे आएगा। अब वो डेटा आने के बाद क्लीन कैसे होगा, सारी चीज़ें कैसे होंगी, वो भी मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगी। लेकिन पहले ये सीख लो अलग अलग जगह से आपको डेटा लेकर कैसे आना है। ठीक है, चलें। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कि हमें अगर मान लो किसी दूसरी एक्सेल फाइल से ही आपको डेटा लेकर आना है तो आप कैसे लेकर आएंगे, और उसके बाद फोल्डर का सीखेंगे, और उसके बाद हम वेबसाइट का सीखेंगे। ये 5 चीज़ सीखनी बहुत ज़रूरी है कि हम अलग अलग तरीक़ों से डेटा कैसे लेकर आ सकते हैं। उसके बाद मैं आपको इसके अंदर होने वाली जितने भी ऑप्शंस हैं, जो कि मेन ऑप्शंस हैं, वो सारे करवाऊंगी। बेसिकली आपको डेटा क्लीनिंग करवाऊंगी पावर क्वेरी के अंदर। इनसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हम लोग इसे बहुत इजीली समझ पाएंगे। अगर मैं अभी एक डेटा लेकर सारी चीज़ें आपको इसी में ही कराने लग जाऊं तो एकदम से ओवरलोड फील करोगे कि अरे ये सब क्या चल रहा है। अब तो ये चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, चलें अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। हम एक्सेल फाइल को लेकर आने वाले हैं। तो एक्सेल फाइल तो हम काम करते रहते हैं, तो कोई भी एक्सेल फाइल ले आएंगे तो हम डेटा में जाएंगे, गेट डेटा में जाएंगे, फ्रॉम फाइल में जाएंगे, फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक में जाएंगे, एंड यहाँ से कोई भी वर्कबुक को चूज़ कर लेंगे जिसके अंदर डेटा होगा। तो हमने यहाँ मान लो सेल्स डेटा एक्सेल डैशबोर्ड ले लिया और इसे इम्पोर्ट कर लिया। तो उसके बाद इसके अंदर जितनी शीट्स होंगी, जितना डेटा होगा वो आपको दिखने लग जाएगा। जैसे ये मुझे बता रहा है इसके अंदर 3 शीट्स हैं, तो मैंने यहाँ पे एक को क्लिक किया तो उसका प्रीव्यू आ गया, दूसरे को क्लिक किया तो उसका प्रीव्यू आ गया, एंड तीसरे को क्लिक किया उसका प्रीव्यू आ गया। मुझे ये दोनों नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ शीट 1 चाहिए, तो मैं इस तरीके से ला सकती हूँ। अगर मुझे डायरेक्टली लोड करना है तो मैं डायरेक्टली लोड कर सकती हूँ, एंड यहाँ लोड टू का भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, या मुझे ट्रांसफॉर्म करना है, दैट मीन्स मुझे इसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं तो मैं ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल करती हूँ। गेट डेटा मतलब होता है कोई डेटा यहाँ पे लेकर आना और उसके बाद उसे लोड करना। डायरेक्टली भी लोड किया जा सकता है। तो ये डेटा आपके पास आ गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। अभी आप लेकर आए तो सोर्स आया, नेविगेशन आया, प्रमोटेड हेडर्स आया, मतलब जो भी आपका उसका जो फर्स्ट हेडिंग थी, जो फर्स्ट लाइन थी, उसमें कुछ अलग से हेडिंग नहीं थी, वो फर्स्ट डेटा वैसा ही लिखा हुआ था। तो उसने अपने आप यहाँ पे प्रमोटेड हेडर्स मतलब है कि उसने उसको हेडिंग बना दिया। अगर मैं इसे क्रॉस कर देती हूँ, देखो मैंने क्रॉस कर दिया, डिलीट कर दिया, तो यहाँ पर वो सारा डेटा चला गया। ओके, शीट 1 पेज 1 हमारी पहले वाली क्वेरी आ रही है। हम कंट्रोल Z करेंगे, चेंज टाइप, ताकि हमारे पास पहले वाला डेटा आ जाए। तो ये आ गया। देखो पहले जो हमारा डेटा आया होगा ना, वो ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, इस तरीके से नीचे आए होंगे। फिर उसके बाद हमें इसको हेडिंग बनाना होता है, तो हमने इसको हेडिंग बनाना था, इसीलिए मतलब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर, बिकॉज मुझे इसको एज अ हेडर यूज़ करना है। प्रमोटेड हेडर्स का मतलब यही था कि उसने फर्स्ट वाली रो को लिया और उसको हेडिंग बना दिया। लेकिन अब हमने वो वाला स्टेप कैंसिल कर दिया है, तो इसने नॉर्मल डेटा लेकर आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इससे यहाँ पे क्लिक कर देंगे कि यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर। तो हमने इसको क्लिक कर दिया। अगर मान लो मुझे इसका अपोजिट करना होता तो मैं यहाँ पे यूज़ हेडर एज फर्स्ट रो भी कर सकती थी, तो जो भी हेडर होगा वो एज ए फर्स्ट रो आ जाएगा। लेकिन अगर आपको यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर करना है तो आप इसे कर सकते हो। देखो यहाँ पर मैंने 2 बार, एक बार प्रमोटेड हेडर्स किया, दैट मीन्स उन्हें हेडर बना दिया तो ये आया, फिर चेंज टाइप आ गया, फिर डिमोटेड किया तो डिमोटेड आ गया, फिर मैंने प्रमोटेड किया फिर आ गया। आप कोई काम यहाँ पे जितनी बार करते जाओगे, चाहे वो सेम काम ही क्यों ना हो, वो आपको यहाँ पर बार बार दिखता रहेगा, वो स्टेप्स में ऐड होता रहेगा। आपको कोई चीज़ देखनी है कि उस पर्टिकुलर स्टेप पे आपका डेटा किस तरीके से दिख रहा था, तो आप डायरेक्टली जाकर देख सकते हो इस स्टेप पे मेरा पर्टिकुलर डेटा इस तरीके से दिख रहा था, इस स्टेप पे मेरा पर्टिकुलर डेटा इस तरीके से दिख रहा था। उसके बाद मैं अब आपको क्लोज एंड लोड टू का भी मतलब बता देती हूँ, बिकॉज मैंने कहा ना जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो
और ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे। तो अब हम अगर इसे क्लोज एंड लोड ना करके क्लोज एंड लोड टू करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास विंडो आएगी। ये आपसे पूछ रहा है कि जो डेटा अभी आपके पास पावर क्वेरी में था, आप उसे किस तरीके से लोड करना चाहते हैं। पहले गेट डेटा अच्छे से सीखेंगे, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे। ऑल्दो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन का आपको एक चीज़ समझाई कि हेडिंग को कैसे करना है और कैसे नहीं करना है, इसका यूसेज कब होता है एक एग्जाम्पल से ज़रूर समझाऊंगी। लेकिन इसको समझो पहले। यहाँ पर आप उसे एज अ टेबल लाना चाहते हो जैसे नॉर्मल टेबल होती है, या पिवट टेबल के फॉर्म में लाना चाहते हो, या पिवट चार्ट के फॉर्म में लेकर आना चाहते हो, या ओनली क्रिएट कनेक्शन करना चाहते हो। तो हम उसको मान लीजिए पिवट टेबल रिपोर्ट के फॉर्म में लेना चाहते हैं एंड हम उसको ऐड टू द डेटा मॉडल। ऐड टू द डेटा मॉडल करने से OLAP टूल्स वगैरह ऐड हो जाते हैं, बट अभी हम डेटा मॉडल में उसे ऐड नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली ओके कर देंगे। तो यहाँ पर देखो अब पिवट टेबल आई है, ना कि कोई डेटा लोड हो गया है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने कुछ भी जो चेंजेस वेजेस करते तो वो सारे चेंजेस के साथ यहाँ पे डेटा आता। बात ये है अभी हमने उसमें चेंजेस नहीं किए, अभी हमने सीखा कि कैसे एक्सेल फाइल से हम डेटा ला सकते हैं और उसे पिवट टेबल में लोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते ही उसके अंदर कुछ भी चेंजेस करते तो आपको इस डेटा के अंदर भी वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होते और वो सेव हो चुके हैं। ठीक है, तो वो वाले सारे के सारे चेंजेस आपको नजर आते हैं और अब आपकी जो पिवट बनती है उन चेंजेस के साथ में बनती। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने अपने तीसरे एग्जाम्पल के अंदर सीखा कि किस तरीके से हम किसी दूसरी फाइल से भी डेटा हमारी इस फाइल में ला सकते हैं। इसका सबसे ज़्यादा यूसेज कब होगा, जब आप रिपोर्टिंग कर रहे हो। मान लो आपको एक जगह सारी चीज़ें चाहिए। अप्रैल में एक फ़ोल्डर है, मतलब चलो ठीक है, एक फ़ोल्डर नहीं है, एक एक्सेल फाइल है जिसके अंदर आपने अप्रैल, मई, जून 3 महीने का बना रखा है। क्वार्टर वाइज़ आप बनाते हो। अब लास्ट में एक बनाना शुरू कर दिया आपने, है ना? एक बनानी शुरू कर दी कि भई मेरे को तो ईयरली एक शीट बनानी है जिसके अंदर अब मैं हर क्वार्टर की शीट लेकर आता हूँ। तो हर क्वार्टर की शीट के लिए बार जाके कॉपी पेस्ट करोगे क्या? जनवरी, फ़रवरी, मार्च, फिर उसे कॉपी पेस्ट किया, फिर उन दोनों को तीनों को मर्ज करने के लिए किया। इतना करने की नीड नहीं है, आप डायरेक्टली उसको ऐसे ला सकते हो। ठीक है, फ्रॉम एक्सेल फाइल से आप ये काम कर सकते हो। चलें अब हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक ना फ़ोल्डर बना लिया है जिसके अंदर 3 फाइल्स हैं। क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 एंड क्वार्टर 3। ठीक है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, आपको तीनों फाइल दिख रही है। अब मैं तीनों फाइल आपको एक्सेल में भी दिखा देती हूँ, विच इज़ योर क्वार्टर 1। बहुत छोटी-छोटी एंट्रीज़ ली हैं बस आपको डिफरेंस समझाने के लिए। क्वार्टर 2 एंड यहाँ से क्वार्टर 3। तो एक काम करते हैं, पहले हम इसे डिलीट कर देते हैं, मतलब यहाँ से क्रॉस कर देते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं एंड यहाँ पर हमने एक और शीट ले लेनी है। इन पावर क्वेरीज एंड कनेक्शंस को बंद कर देना है। डेटा टैब में जाना है, यहाँ से गेट डेटा में जाना है, फ्रॉम फाइल में जाएंगे एंड फ्रॉम फोल्डर ले लेंगे। फ्रॉम फोल्डर लेने के बाद हम लोग यहाँ से उस फोल्डर को चूज़ करेंगे। तो हम डाउनलोड में जाते हैं एंड डाउनलोड में जाने के बाद मैंने ये सैम्पल डेटा ले लिया है ना, ओके ओपन कर दिया है। तो यहाँ पर जितनी भी शीट्स, जितने भी वहाँ पे वर्कबुक्स होंगी, मुझे यहाँ पे इस तरीके से दिखाएगी, जहाँ पर ये सारे नेम आ गए, इसका पाथ आ गया, सब कुछ आ गया। अब आपके ऊपर ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली यहाँ से कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म में जाना चाहते हैं कि कंबाइन तो कर दो लेकिन फिर ट्रांसफॉर्म भी करना है। नेक्स्ट आता है कंबाइन तो कर दो और लोड कर दो, और थर्ड आता है कंबाइन एंड लोड टू। नाउ यू नो दिस थिंग व्हाई वी यूज टू यूज़ लोड टू, जस्ट बिकॉज इफ़ वी वांट कि हम लोगों को उसको नॉर्मल टेबल में नहीं कन्वर्ट करना, हमें उसको किसी और चीज़ में कन्वर्ट करना है, तो देन वी विल यूज़ द लोड टू फंक्शन। अदरवाइज़ हम लोगों को उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको यहाँ से करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, लोड एंड लोड टू एंड ट्रांसफॉर्म डेटा डायरेक्टली करना है तो कर सकते हो। अदरवाइज़ आप यहाँ से ही सारी चीज़ें कर सकते हो। अगर आपको कंबाइन नहीं कराना और डायरेक्टली लोड कराना है तो लोड का इस्तेमाल करो, डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म करना है तो डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल करो। लेकिन अगर आपको कंबाइन करके, हमें तो कंबाइन करना है और फिर लोड करना है या फिर चीज़ें करनी है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर कंबाइन एंड लोड कर देंगे तो ये सारा का सारा कंबाइन भी हो जाएगा और अपने आप लोड हो जाएगा। मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उसको बोल दिया था कि सारी चीज़ें कंबाइन कर दो, तो वहाँ पे उसने कंबाइन कर दिया। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट फाइल, एक सेकेंड, यहाँ पे इसका प्रीव्यू आ गया है एंड कंबाइन करो, ओके। एंड ये थोड़ा सा वक्त लेगा और यहाँ पे कंबाइन कर देगा। क्यों बार बार ये दिखा रहा है? आ गया है, हमारी शीट हमें ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि हमने इतना शीट पे वो कर दिया है। जस्ट गिव मी अ मिनट। तो देखो यहाँ पर
आपका Q1, Q2, Q3 तीनों यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर कंबाइन करते हैं। एक बार के लिए हम एक चीज़ें और देख लेते हैं कि मान लीजिए मैं यहाँ पर इन तीनों पे ही जाती हूँ एंड Q1 को ओपन कर लेती हूँ। Q1 को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर एक और ऐड करती हूँ विच इज़ योर पाइनएप्पल एंड उसको हम 500 करते हैं एंड मैं इसे सेव कर देती हूँ एंड वहाँ पर जाती हूँ। तो क्या वो डेटा यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा? तो हम लोगों को ये भी चेक करना था, तो मैं राइट क्लिक करती हूँ एंड राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से रिफ्रेश करती हूँ। तो क्या मेरा डेटा यहाँ पे आ गया? द आंसर इज़ येस, यहाँ पर वो डेटा आ जाएगा। तो इसीलिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। आपने एक बार यहाँ पे ऐड कर दिया, उसके बाद कहीं पे भी कुछ एंट्रीज़ उसी डेटा में ऐड हो रही है क्योंकि आपने रेंज नहीं दी। जब आप रेंज देते हो ना, तब वो चेंज नहीं होगा। अगर मान लो आपने ये किया होता, वो पर्टिकुलर डेटा उठा कर लेकर आते, टेबल में कन्वर्ट करते एंड देन आप उसे कंबाइन करते, तो फिर वो नहीं होता क्योंकि आपने उसमें रेंज दे दी है पर्टिकुलर। तो जहाँ तक उसने रेंज दिया वहीं तक का काम करेगा। लेकिन यहाँ आपने रेंज नहीं दिया, आपने तो पूरी वर्कबुक दे दी उसे कि इसे तो ज्वाइन कर दो। तो अगर उस डेटा के अंदर कुछ भी चेंजेस होते हैं तो वही यहाँ रिफ्लेक्ट करेंगे। अभी मैं आपको बताती हूँ Q1 के अंदर मैं इसे यहाँ एप्पल को 0 करके एंटर करती हूँ और सेव करना पड़ेगा। तो आपने सेव कर दिया और यहाँ से आप यहाँ पर आए और राइट क्लिक करके या फिर क्वेरी में भी जाकर आप रिफ़्रेश कर सकते हैं। ठीक है, रिफ़्रेश कर लीजिए तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। तो जो भी चेंजेस वहाँ आएंगे वो सारे चेंजेस यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट करेंगे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर आपके एक फ़ोल्डर के अंदर आपने सारी की सारी शीट बना ली है तो आप एक जगह पे पावर क्वेरी बनाकर उसे इस तरीके से कंबाइन करके रख सकते हैं। अब उन शीट्स के अंदर जब भी कुछ भी चेंजेस होगा, नई एंट्रीज़ होगी, तो वो सारी की सारी नई एंट्रीज़ यहाँ पे भी होती रहेगी। तो इससे होगा क्या कि काम तो उन शीट्स में चल रहा है, काम उन शीट्स में चलता रहेगा, लेकिन काम यहाँ पर आपका एक मेन टेबल बना रहेगा जो कि एक्सपैंड होता रहेगा। और यहाँ अगर मान लो इसी टेबल का इस्तेमाल करके आपने कुछ चार्ट्स या विजुअलाइजेशन किया होगा और इसके अंदर डेटा बढ़ता जा रहा है, तो वो विजुअलाइजेशन भी बढ़ता हुआ जाएगा, बिकॉज विजुअलाइजेशन आपने इसी में से ही तो बनाया है। जैसे कि हम लोग जब डैशबोर्ड बनाते हैं तो कुछ भी चेंजेस करते हैं तो वो इसके अंदर रिफ्लेक्ट होता है ना, चार्ट के अंदर भी। क्यों? क्योंकि हमने उस डेटा से ही तो उसको बनाया है। तो अगर मान लो मेरा डेटा ही अपडेट हो रहा है, डेटा अपडेट करना ज़रूरी है, डेटा अपडेट हुआ तो आपका सब कुछ अपडेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बिकॉज सारी चीज़ें बनती तो डेटा से ही है। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने 4 चीज़ें तो सीख ली कि हम जो गेट डेटा, देखो हम जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से कराने की मेरी पूरी कोशिश है आपको, क्योंकि आप अगर अपना टाइम दे रहे हैं तो एटलीस्ट ऐसा तो हो कि आपको सच्ची में कोई चीज़ आ रही है। तो मेरा पूरा फोकस ये था कि गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा बोला जाता है, तो पहले गेट डेटा तो सीख लो, फिर ट्रांसफॉर्मेशन सीख लेना। अगर गेट एंड ट्रांसफॉर्म एक साथ सीखने लग गए, एक साथ ही आप उसमें लग गए कि मुझे तो गेट डेटा भी कर लिया फिर उसका ट्रांसफॉर्मेशन भी कर लिया, तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। अब एटलीस्ट यू नो द मैकेनिज्म, क्योंकि आपने 3 से 4 एग्जाम्पल कर लिए, एक और एग्जाम्पल हमारे पास बचा है विच इज़ ऑफ वेबसाइट। तो अब आप थोड़े से तो कॉन्फिडेंट हो गए हो इस चीज़ को लेकर कि नाउ आई कैन लाइक मैं लोड कर सकता हूँ डेटा को। लोड टू का मतलब मुझे पता है, वहाँ पे स्टेप्स का मुझे पता है, कंबाइन करने को मुझे पता है, अपेंड का मतलब मुझे पता है, मुझे डेटा शीट में लाना तो आ गया है ना। अब बाकी की चीज़ें आगे कर लेंगे। चलें अब हम आगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर अब जो हम डेटा है वो डायरेक्टली किसी वेबसाइट से लेकर आएंगे। और ये काम काफ़ी अच्छा है जब आपको कोई रनिंग वाला काम करना हो, जो काम फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहे और आपको उसी टाइम पे चीज़ें देखनी है, तो और आपको इतना टाइम भी नहीं लगाना, तो यू कैन जस्ट यूज़ दैट गेट डेटा फ्रॉम वेबसाइट। तो चलें अब हम उसके लिए देखते हैं। वेबसाइट से कोई भी डेटा लेकर आना है, तो मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट को चूज़ कर लिया है। मैं इतना उसको दिखा नहीं सकती हूँ, ठीक है। तो आप कोई भी वेबसाइट ले सकते हो जहाँ पे भी कोई भी डेटा हो, जहाँ पे भी कोई भी टेबल हो, एंड उसके बाद आप डेटा में जाएंगे, गेट डेटा में जाएंगे, फ्रॉम फाइल में यहीं पे। ओके, फ्रॉम फाइल में नहीं मिल रहा है। ओके, आप इधर देख सकते हो। ओके, फ्रॉम वेबिएरा। अच्छा, हर एक वर्जन में, हर एक वर्जन में यहाँ का जितना भी आपको दिख रहा है ना, फ्रॉम वेब, टेबल, रेंज, टेक्स्ट और CSV, ये अलग अलग हो सकता है आपको गेट डेटा में जाने के बाद आपको दिखे, वर्जन वाइज डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, आपको ऑप्शन सारे मिलेंगे। Ctrl V कर दीजिए। मैंने यहाँ पर
आपका जो भी यूआरएल है उसे कॉपी कर दिया है। यहाँ पे एडवांस्ड अगर कोई चीज़ ऐड करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, वरना बेसिक आप रखो उसे एंड ओके कर दो। तो अभी ये पूरा एनालाइज़ करके बताएगा, ठीक है? हमने कनेक्ट कर लिया है एंड अब ये पूरा एनालाइज़ करेगा, वहाँ से डेटा लेकर आएगा, लेकिन उससे पहले आपके पास पावर क्वेरी खुलेगा सो दैट उसके अंदर जितनी भी टेबल्स हुई, उसके अंदर जितना भी डेटा हुआ, वो सारा का सारा आपको दिखे और नाउ यू डिसाइड व्हाट यू हैव टू लोड। आपको कौन सा डेटा लोड करना है, कौन सा डेटा नहीं करना है। वक्त ज़रूर लेता है ये, मैं आपको खुद ही बता देती हूँ, थोड़ा बहुत वक्त लेता है। अगर क्योंकि पूरा वेबसाइट है ना, पूरा चेक कर रहा है, तो बाकी चीज़ें जल्दी हो जाती है, इसको होने में थोड़ा सा वक्त लगता है लेकिन हो जाता है। तो हम थोड़ा सा देखो, ये यहाँ पर लोड हो रहा है। मैंने कहा था ना थोड़ा वक्त लेता है लेकिन काम करके देता है, ठीक है? तो वक्त तो लेगा ये। तो देखो यहाँ पर उसने बता दिया है कि कौन-कौन सी टेबल है, हमें सेलेक्टेड मल्टीपल आइटम्स करने हैं। तो आप यहाँ से प्रीव्यू चेक कर सकते हो, आपको क्या चाहिए। देखो इंडिया का पॉपुलेशन और सारी पॉपुलेशन दिखेगा। सेकंड ये है कि आपको वर्ड पॉपुलेशन बाय कंट्रीज़, बाय लेटर दिख रहा है। थर्ड ये है सेगमेंट्स में दिख रहा है। फोर्थ ये है एचटीएमएल कोड भी है। आपको जो लोड करना है आप लोड कर सकते हो। मुझे ये टेबल 2 एकदम करेक्ट लगा है लोड करने के लिए, जितना मुझे चाहिए था, तो मैंने टेबल 2 के लिए ले लिया है, टेबल 2। ठीक है, अब आपके ऊपर वही है कि लोड करना है या लोड टू करना है या फिर ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो। इट्स ऑल अप टू यू। हमें लोड करना है तो हमने इसे लोड कर लिया, हमारा नॉर्मल डेटा आ जाएगा। जिस तरीके से हम काम अभी तक करते हुए आए हैं वही काम होगा और यहाँ पर अभी आपका डेटा आ जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन अब हम आगे सीखेंगे, सारी चीज़ें उसमें एक साथ सीखेंगे। यहाँ पे एक बार के लिए इसे लोड होने देते हैं, थोड़ा सा वक्त लेगा और उसके बाद ये पूरा का पूरा डेटा एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा। अगर वहाँ पे कुछ भी चेंजेस होते हैं वो चेंजेस यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट करेंगे। इसीलिए मैं कहती हूँ जो चीज़ लाइव देखनी है उसके लिए काफ़ी अच्छा एक ऑल्टरनेटिव है हमारा पावर क्वेरी, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हमें फिर से वेट करना पड़ेगा। देखो इसने लोड नहीं किया है तो मैंने इसे ओपन कर लिया है, पता नहीं कभी कभी कर देता है। हम वापस से क्लोज इन लोड कर लेते हैं तो आ जाए आई गेस। देखो मुझे कुछ और काम तो ये करने दे रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है इसके अंदर। तो लेट मी चेक, हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि ऐसा क्यों कर रहा है। तो रिफ़्रेश कर लेंगे एंड उसके बाद क्लोज इन लोड टू हम भी ये हमें करने नहीं दे रहा। कुछ तो इशू है उसके साथ, कुछ तो हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना? तो देखते हैं थोड़ा सा क्या गड़बड़ कर रहा है ये। वेबसाइट वाले में ना ये चीज़ बड़ी हो जाती है कभी कभी कि आपका डेटा काम नहीं कर रहा होता है। चलें, हम तो पेशेंस के साथ वेट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ से क्लोज़ लेंगे एंड लोड करेंगे, तो भी ये यहाँ पे लोड नहीं कर रहा है डेटा। वेरी बैड। भाई लोड कर दो, क्या दिक्कत आ रही है? कनेक्शन तब ऑन होता है जब हम रिलेशनशिप कर कोई बिल्ड करते हैं, तो यहाँ पे तो हमने कोई रिलेशनशिप बिल्ड नहीं किया। और भाई इसमें क्या दिक्कत है क्लोज़ एंड लोड करने में? क्यों क्यों नहीं कर रहे हो आप? यहाँ पे मुझे दिखा भी रहा है सारे काम हैं, लेकिन फिर भी नहीं कर रहा है। लास्ट रिफ्रेश्ड इज़ 10/7। अब शायद आ जाए, अब ये लोडिंग ले रहा है। गाइस उसमें कुछ ना कुछ इशू ज़रूर हुआ है, बट आपका डेटा जब भी आप करके देखना इस तरीके से लोड हो जाता है। अभी ये सिस्टम में मे बी वो वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन इन एनी केस अगर कहीं पे भी कुछ भी इशू आता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। अभी बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा वो, अगर मैं इसी में लगी रही। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज़ें सीखते हैं, बट हाँ इसी तरीके से लोड हो जाता है। थोड़ा सा ट्रस्ट दिखा दीजिए, है ना? चलें अब हम आगे बढ़ते हैं। एक टेबल बनाई है जिसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड भी किया जाएगा और ये रहा आपका डेटा। तो अब इस डेटा को हमें लोड करना है, तो हम इस डेटा को लोड कर सकते हैं। कंट्रोल ए कर लीजिए, उसके बाद कंट्रोल टी कर लीजिए। कंट्रोल टी करने के बाद आप ओके कर दीजिए। उसके बाद आप डेटा में जाइए, टेबल रेंज को लीजिए एंड आपका टेबल यहाँ आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन करना शुरू करते हैं।
जो भी स्टेप्स हम करेंगे वो यहाँ पर आते रहेंगे, जैसा कि आपको पता है। अपेंड क्वेरीज, मर्ज क्वेरीज, ये सारी चीज़ें, अपेंड क्वेरीज आप देख चुके हो, मर्ज क्वेरीज में भी ऐसा ही होता है कि हमें कोई क्वेरी को मर्ज करना है, ठीक है। बट बाकी चीज़ें अभी हम देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं देखूं, यहाँ पर बहुत बेसिक से शुरू करते हैं। आप यहाँ देख सकते हो कॉलम 1 जो आपको दिख रहा है, अजीब सा डेटा है और इसको होने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो अगर मान लीजिए आप कोई भी रो या कॉलम को हटाना चाहते हो, अगर कॉलम को हटाना है तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से, यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं। रिमूव कॉलम्स, कीप रोज, रिमूव रोज एंड चूज कॉलम। चूज कॉलम से आप यहाँ से कॉलम को चूज कर सकते हो और जो भी करना है आपने कर सकते हैं। हमें यहाँ पे रिमूव करना है तो रिमूव कॉलम करेंगे तो हमारे पास से वो पूरा का पूरा कॉलम चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर मे भी कोई वैल्यूज़ हैं जिसकी वजह से ये वाली रोज़ नहीं गई हैं, तो मुझे जितनी भी ये रोज़ हैं उन्हें भी मैं चाहती हूँ वो चली जाएँ। तो मैं क्या कर सकती हूँ ना, यहाँ पर कंप्लीटली इस रोज़ को सेलेक्ट कर सकती हूँ। यहाँ पर अगर मैं चाहती हूँ कि ये रोज़ भी हट जाए तो हम लोग रिमूव बॉटम रोज़ हम लोग ये कर सकते हैं एंड यहाँ से नंबर ऑफ रोज़ कितना होना चाहिए, 27 टू 33 विच इज़ 6 रोज़। हम यहाँ पे 6 रोज़ रिमूव कराना चाहते हैं तो हमने ओके कर दिया, तो नीचे की ये रिमूव हो गई। 27 तो रिमूव नहीं हुआ है तो ये ओके। टॉप रो नहीं कराना, हम लोगों को बॉटम रो ही कराना है। बॉटम रो 1 एंड ओके। लेकिन एक तरीका और भी था, जैसे कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पे, हमें पता है कि ये खाली है इस वजह से ऐसा आ रहा है, तो रिमूव रोज में जाकर रिमूव ब्लैंक रोज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डायरेक्टली चली जाएगी। नाउ इट्स टोटली अप टू यू कि आपको यूज़ क्या करना है। इसके अंदर और भी ऑप्शंस मिलते हैं। रिमूव टॉप रोज, टॉप में से कुछ हटाना है तो टॉप को चूज़ करो। बॉटम में से कुछ हटाना है तो आपको उसको नंबर बताना पड़ेगा। अगर आप कहोगे ना, जैसे मैंने किया बॉटम रोज, तो उसको बताना पड़ेगा बीच में से कौन सी कितनी रोज को आपको डिलीट करना है। अगर ऑल्टरनेटिव रो एक छोड़कर एक सारी रिमूव हो जाए तो ऑल्टरनेटिव रोज ले सकते हो। एंड रिमूव डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट्स वाली जो है वो रिमूव हो जाए। जैसे कि अभी मैं देख पा रही हूँ जो मेरा डेटा है वो 26 डेटा है और मुझे डुप्लीकेसी हटानी है, तो देखो 20 डेटा हो गया, मेरे डुप्लीकेट्स डायरेक्टली हट गए। लेकिन उसका जो बेसिस हुआ ना, वो आईडी के बेसिस पे हुआ। अगर मान लीजिए मैं ये स्टेप हटा देती हूँ और ये चीज़ यहाँ जेंडर से करती हूँ और यहाँ पर आकर रिमूव डुप्लीकेट्स करती हूँ तो सिर्फ 2 बचेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने बेसिस क्या रखा कि मेरे मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग अगर वहाँ पे कोई भी डुप्लीकेट्स है तो बाकी को हटा दो। लेकिन यहाँ पर मैंने आईडी को रखा तो आईडी के अंदर जितने भी डुप्लीकेट्स थे सिर्फ वो यहाँ से हटे हैं और बाकी के एज इट इज़ रह गए हैं। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आपको कैसे करना है। मान लो आपको इसके अकॉर्डिंग भी नहीं करना, आपको डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग करना है तो आप डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से रिमूव रोज में जाकर यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट्स कर देंगे। तो जिसके बेसिस पे आप करना चाहते हो आप उसके बेसिस पे करो, कि नहीं चाहिए आप क्रॉस कर दो, ठीक है। तो अगर आपको डुप्लीकेसी हटानी है, आपने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से आपने डुप्लीकेट्स हटा दिए, तो यहाँ पर आपने 2 ऑप्शन का इस्तेमाल किया, बाकी ऑप्शंस के बारे में समझा, विच इज़ योर डुप्लीकेसी कैसे हटाई है आपने, ब्लैंक को कैसे हटाया है आपने, ठीक है। उसके बाद आपने कॉलम्स के बारे में भी देख लिया। अब मान लीजिए, देखिए स्प्लिट कॉलम का हम इस्तेमाल पहले कर चुके हैं, यूज़ फर्स्ट रो एज ऑर्डर्स हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग एक रिप्लेस वैल्यू का भी मैं बताती हूँ। मान लीजिए जैसे आप अपने नॉर्मल एक्सेल के अंदर आप क्या इस्तेमाल करती हैं, आप कंट्रोल एच एंड कंट्रोल एफ का इस्तेमाल करते हैं ना, कंट्रोल मतलब फाइंड एंड रिप्लेस का, कि कुछ इसको फाइंड करो एंड देन रिप्लेस कर दो। तो मान लो मैं यहाँ HR को, HR जो लिखा हुआ है उसे रिप्लेस करना चाहती हूँ ह्यूमन रिसोर्स से, ह्यूमन रिसोर्स से। तो मैं इसे यहाँ से इसे ओके कर दूंगी। तो यहाँ पर अभी मैंने इसे चूज़ किया होता इसलिए ये आया, मुझे इसे चूज़ करना चाहिए था। अभी के लिए मैं इसे क्रॉस करती हूँ एंड मुझे यहाँ पे मैं करती हूँ रिप्लेस वैल्यूज़। अब मैं यहाँ पर करती हूँ HR एंड उसके बाद हम करते हैं रिप्लेस विद में ह्यूमन रिसोर्स, OURCE एंड हम ओके करते हैं। तो देखो जहाँ जहाँ हमारा HR लिखा था वहाँ वहाँ ह्यूमन रिसोर्स लिख के आ गया। ठीक वैसे ही मान लो अगर मेरे पास यहाँ डेटा में एक बार और करके बता देती हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर USA लिखा हुआ है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और मैं वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स लिखना चाहती हूँ। तो रिप्लेस वैल्यू में सबसे पहले मैं USA को सेलेक्ट करूँगी एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ यूनाइटेड स्टेट्स एंड हमने ओके कर दिया। तो ये देखो यहाँ से चेंज हो गया। तो जब भी आपको कोई भी चीज़ को रिप्लेस करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। आपको रिप्लेसमेंट बिल्कुल काम बिल्कुल वैसा ही करता है जैसे कि हमारा नॉर्मल एक्सेल में करता है, लेकिन यहाँ पर आप
क्या फ़ायदा होता है ना, वहाँ पर जब आप काम करने लग जाते हो, तो उसके बाद आप ये स्टेप बाय स्टेप नहीं देख सकते कि क्या-क्या हम करते हुए आए हैं। अगर मुझे पहले का डेटा देखना है, तो मैं यहाँ पे जा सकती हूँ। तो ये फ़ायदा काफ़ी हो जाता है और जो चीज़ हम पावर क्वेरी में एक बार कर देते हैं और बाद में लोड करते हैं, अगर वो रेंज से ना हो, अभी हमने रेंज लिया है तो वो चेंज नहीं करेगा। अगर वो रेंज से ना हो तो बाद में भी वो जितने भी स्टेप्स आपने अप्लाई किए हैं, वो अप्लाई होते रहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है हमें। ओके, नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे जितने ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, हम लोग उन्हीं को ही एक्सप्लोर करने वाले हैं, सो दैट हम लोगों को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आए। थोड़ा-सा पॉलिसी इस तरीके से है कि हम बहुत ज़्यादा टाइम को स्ट्रेच नहीं कर सकते, इसीलिए जो पावर क्वेरी, पावर पिवट है, डैक्स है, वो सारी चीज़ें आगे जाएँगी, बिकॉज़ मुझे इसमें एआई कराना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर भी आपको जिस तरीके से आपको अपना ये दिखता है ना, आपका एक्सेल के अंदर जितने भी टैब्स आते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे भी उसी तरीके से टैब होते हैं। आप ट्रांसफ़ॉर्म पे क्लिक कीजिए, गॉट इट। ट्रांसफ़ॉर्म पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएँगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे करो यूज़ फर्स्ट एज़ हेडर, हम कर चुके हैं। ट्रांसपोज़, ट्रांसपोज़ का मतलब ये होता है कि आप अपने डेटा को, जो वर्टिकल डेटा है, उसे हॉरिज़ॉन्टल कर सकते हो। तो आपने यहाँ ट्रांसपोज़ पे क्लिक किया, आर यू वांट टू श्योर कि हम ये करना चाहते हैं? हाँ, तो देखो मेरा पूरा डेटा इसने ट्रांसपोज़ करके दे दिया है, व्हिच इज़ वियर्ड, है ना? लेकिन इसने करके दे दिया, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया, तो ये ट्रांसपोज़ हट गया है। तो अगर आप चाहते हैं अपने डेटा को ट्रांसपोज़ करना, तो आप ट्रांसपोज़ कर सकते हैं। इसके अंदर एक अच्छी चीज़ है कि मैं जो भी पढ़ा रही हूँ, तो मैं उसको वापस लेकर आ सकती हूँ, अगर मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए तो। रिवर्स रोज़, आप रोज़ को उल्टा करना चाहते हो, तो आप रोज़ को उल्टा भी कर सकते हो। अभी देखो एम्प्लॉयड आईडी 19 ऊपर है और 0 नीचे आ गई है। आपको अगर अपना डेटा ऊपर दिखाना है, तो आप ऊपर चले गए, और नीचे से दिखाना है, नीचे चला गया। अगर दोबारा रिवर्स करना है, तो दोबारा रिवर्स कर लो। यहाँ पर आपको 2 स्टेप नज़र आने लग जाएँगे, ठीक है? तो इस तरीके से आप अपनी रोज़ को रिवर्स भी कर सकते हो। उसके बाद काउंट रोज़, आप काउंट करना चाहते हो, ऑल्दो आपको यहाँ दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप काउंट करना चाहते हो, तो ये आपको एक काउंट का नंबर दे देगा, व्हिच इज़ 20, एंड आप नहीं चाहते हो, तो आप इसे क्रॉस कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पर आपने 3 ऑप्शंस और देखे। उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। होता है डेटा टाइप टेक्स्ट। हमें कोई भी, जैसे आपने नंबर फॉर्मेट पढ़ा था ना एक्सेल के अंदर, जो चीज़ एक्सेल में पढ़ी है ना, वही है यहाँ पे। तो इसलिए आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, बस नाम का ही एक हो जाता है, पावर क्वेरी कर रहे हैं, ट्रांसफ़ॉर्म कर रहे हैं, वही चीज़ है। बस यहाँ ये करने में हम लोगों को सारे स्टेप्स दिखते हैं, बस ये फ़ायदा है। तो जैसे वहाँ पे किया था ना, डेसिमल, करेंसी, होल नंबर, परसेंटेज, डेट, टाइम, सारी चीज़ें वही हैं। तो इसके लिए हम यहाँ नहीं जाएँगे, अगर यहाँ जाएँगे तो वक़्त लगेगा और रीनेम करने में भी वक़्त लगेगा, तो हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम यहाँ तो डबल टैप करके, मान लो मैं यहाँ पे एम्प्लॉयी आईडी लिखना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉयी आईडी लिख दूँगी, ठीक है। दूसरा, ये एम्प्लॉयी आईडी जो है, वो एक नंबर फॉर्मेट में नंबर आना चाहिए, क्योंकि टेक्स्ट तो ये है। तो अगर मैं यहाँ पे नंबर फॉर्मेट करना चाहती हूँ, तो देखो ये कॉर्नर में ना सबके इस तरीके से फॉर्मेट्स लिखे हुए हैं, ठीक है? तो आप इसे चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पे इस पे क्लिक कर सकते हो, एंड यहाँ से आप जो उसको फॉर्मेट देना चाहो, वो दे सकते हो। जो भी आपको फॉर्मेट देना है, वो आप दे सकते हो, कि आपको उसको एम्प्लॉयी आईडी को जो है, वो टेक्स्ट दिखाना है, तो टेक्स्ट दिखा सकते हो, नंबर दिखाना है, होल नंबर दिखाना है, वो दिखा सकते हो, जो भी आपको दिखाना है। तो अब ये रेड कर दिया इसने, कह रहा है एरर है। अगर आप उसको नंबर दिखाओगे तो एरर है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इसे क्रॉस कर सकते हो। ये इसी में ही दिखाना चाहिए, तभी इसमें। ऊपर जो ये ब्लू लाइन दिख रही है ना, ब्लूइश लगा लो, सी ग्रीन लगा लो, ये जो लाइन दिख रही है, वो आपको ये बता रही है कि इसके अंदर कोई भी इतने एरर्स नहीं हैं। अगर मान लीजिए आप इसको भी आप करेंसी में चेंज कर देते हो, ये एरर, पूरा एरर दिखा रहा है, दैट मीन्स सारे ही गलत हैं। क्या है? सारे ही गलत है। मैं यहाँ से क्रॉस कर देती हूँ। तो इस तरीके से अगर आप फॉर्मेट चेंज करना चाहते हो, इन एनी केस, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे आपको यहाँ टाइम का कुछ चेंज करना है, डेट, टाइम, टाइम जोन इसके अंदर लिखा हुआ है, आपको सिर्फ डेट चाहिए, तो आप सिर्फ डेट का चूज़ किया, तो अब सिर्फ डेट आ रही है। अगर मैं इसको हटाती हूँ, तो यहाँ पे डेट प्लस में टाइम आ रहा था, मुझे टाइम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ डेट चाहिए, तो आप डेट को इस्तेमाल करें, और ये आ गया है। अगर मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट में है सैलरी, पॉइंट में सैलरी नहीं चाहिए, आप इस पे क्लिक कीजिए, आपको डेसिमल नहीं, होल नंबर चाहिए, तो आपका होल नंबर वाला सैलरी आ गया है। सिटी के लिए हम लोग टेक्स्ट करेंगे, एंड कंट्री के लिए टेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर बोनस जो है, यहाँ पर मुझे होल नंबर चाहिए, तो होल नंबर ले लीजिए। रेटिंग जो है, रेटिंग में भी अगर मान लो कुछ चीज़ परसेंटेज में चाहिए, वर्किंग आवर्स हैं, एक्टिव, कुछ भी है, वो आप उसका फॉर्मेट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपको इतना हासिल करने की नीड नहीं है, वहाँ ऑप्शन में जाएँ, फिर ये काम करें, तो आप डायरेक्टली यहाँ से वो चीज़ कर सकते हैं। रिप्लेस वैल्यू का
मैंने आपको इनिशियल में भी बता दिया था, होम पे भी बता दिया था कि यहाँ पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यही चीज़ आपको यहाँ पे भी मिलती है, रिप्लेस वैल्यू एंड रिप्लेस एरर्स। अगर मान लो किसी तरीके का एरर आ रहा है, आप उसे करना चाहते हैं तो आप उस एरर को भी रिप्लेस कर सकते हैं, और कोई वैल्यू को रिप्लेस करना है तो वैल्यू को। वहाँ पे डायरेक्टली आपके पास वैल्यू का ऑप्शन आ रहा था, अगर आपको एरर करना है तो आप यहाँ आके कर सकते हैं। फिल ऑप्शन जैसे बिल्कुल अभी देखो यहाँ पर मैं बताती हूँ, यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ खाली हैं, तो आप यहाँ पे फिल कराना चाहते हो, डाउन कराना चाहते हो। और अप डाउन का मतलब क्या है कि नीचे की तरफ फिल होता हुआ जाएगा, अप की तरफ वो नीचे वाला डेटा देखेगा, अप की तरफ फिल होता जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 एंड 2 ही है, यहाँ पे 5 एंड 4 है, तो इसको नोटिस करना। अगर मैं डाउन फिल करती हूँ तो यहाँ 5 आया, तो उसके नीचे वही डेटा आया जो उसके ऊपर लिखा हुआ है। अगर मैं इसे हटा देती हूँ एंड मैं यहाँ पे फिल अप करती हूँ तो यहाँ पे 4 लिख के आएगा, अपर साइड पे फिल करते हुए जाएगा। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आपको फिल कैसे कराना है, अपर साइड पे फिल कराना है या लोअर साइड पे फिल कराना है, आप उस तरीके से फिल करा सकते हैं। पिवट कॉलम मतलब आपको किसी भी 2 कॉलम्स को या किसी को भी पिवट किसके अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। आपने यहाँ पर ओके मैंने पिवटेड कॉलम को सेलेक्ट भी नहीं किया था, एंड पिवट कॉलम हमने ये किया सेलेक्ट विद द सेल वैल्यूज न्यू कॉलम फॉर्म, तो एक नया कॉलम इस तरीके से फॉर्म होके आ जाएगा। उसके बाद हम करेंगे, देखिए पिवट कॉलम एंड अनपिवट बाद में करेंगे, मतलब ये वाले अभी के लिए रुक जाते हैं। जो हमारे मेन ऑप्शंस हैं वो पहले एक्सप्लोर करते हैं। उसके बाद मान लीजिए आप एम्प्लॉय आईडी को साइड में कहीं मूव कराना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली मूव करा सकते हो राइट साइड में। आप कहते हो नहीं नहीं मुझे तो बिगनिंग में चाहिए तो बिगनिंग में, अगर डिपार्टमेंट बिगनिंग में चाहिए तो डिपार्टमेंट बिगनिंग में, लेकिन नहीं बिगनिंग में नहीं चाहिए मुझे तो यहाँ पे एंड में चाहिए तो एंड में आ गया। मान लो मुझे तो यहाँ लेफ़्ट में मूव करता जाए तो आप लेफ़्ट में मूव करा सकते हो। इसको आप जहाँ सेट कराना चाहते हो वहाँ ये सेट हो जाएगा। आप इसकी मूवमेंट डायरेक्टली कर सकते हो इस तरीके से। जिस तरीके से हम लोग वहाँ पे सारे कॉलम्स को इधर-उधर करते हैं उसके बजाय आप यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कन्वर्ट टू लिस्ट अगर आप चाहें तो ये पूरे के पूरे को कन्वर्ट कर सकते हो। पूरी लिस्ट में कन्वर्ट हो गए हैं लेकिन हमें ये नहीं चाहिए तो हम इसे क्रॉस कर देते हैं। ठीक है? उसके बाद आपके पास आप कर सकते हो यूज़ एज़ फर्स्ट ऑर्डर एंड रिप्लेस वैल्यू। ओके हम लोग यहाँ पे ही आ गए। ठीक है? स्प्लिट कॉलम, कोई भी कॉलम को स्प्लिट करना है, कोई भी कॉलम को स्प्लिट करना है। एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर डेट एंड टाइम ले लेते हैं। ठीक है? और अब इस कॉलम को स्प्लिट करने का सोचते हैं। तो स्प्लिट कॉलम करना है तो किस तरीके से, अच्छा ये चीज़ ना हमने पहले भी की थी तो हम लोगों ने उसमें देख लिया था। तो हम लोग ये वाला एक बार के लिए फ़िलहाल के लिए हम लोग इसे स्किप करते हैं क्योंकि ये वाली चीज़ हम कर चुके हैं स्प्लिट कॉलम वाली, जहाँ मैंने आपको टेक्स्ट से सारी चीज़ें बताई थी। तो मैं इसे डेट में ही कन्वर्ट कर देती हूँ। ठीक है? उसके बाद फॉर्मेट कि आपको कोई भी चीज़ लोअर केस में करनी है, अपर केस में करनी है। मान लो ये डिपार्टमेंट है और आपको सारी चीज़ें अपर केस में करनी है तो आप सारी चीज़ें अपर केस में आ गई। लेकिन नहीं मुझे तो सारी चीज़ लोअर केस में करनी है तो ये पूरा लोअर केस में आ गया। फिर कहते हो नहीं मुझे कैपिटलाइज़ ईच वर्ड, तो पहला वर्ड तो कैपिटलाइज़ हो जाए और उसके बाद ये वैसे हो जाए। अब यही काम जब आप एक्सेल में क्लीनिंग करते तो क्या इस्तेमाल करते, प्रॉपर लोअर एंड अपर का इस्तेमाल करते हैं यही काम करने के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको डायरेक्टली ये चीज़ मिल जाती है तो आपको इतना हासिल करने की नीड नहीं है। आपको सिर्फ अपना डेटा को सेलेक्ट करना है और उसके बाद ये सारा का सारा काम डायरेक्टली हो जाएगा। उसके बाद आपके पास इसको एक बार के लिए छोड़ देते हैं। स्टैटिस्टिक्स में अगर आपको किसी चीज़ का सम करना है या कुछ भी करना है, जैसे आप यहाँ गए और उसके बाद स्टैटिस्टिक्स में अगर आपको सम करना है तो यहाँ पर कैलकुलेटेड सम यहाँ पे आ गया। अगर आपको किसी भी चीज़ का सम देखना है, कोई भी चीज़ वैल्यू देखनी है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर जाकर उसका वो पर्टिकुलर कैलकुलेशन देख सकते हो, वो आपको कैलकुलेशन दिखा देगा। उसके बाद आपके पास आता है डेट। तो अगर आप चाहते हैं एज निकालना कि कोई 2 डेट्स हैं और उसके एज निकालना, या डेट ओनली, या ईयर चाहिए सिर्फ, या मंथ चाहिए, क्वार्टर चाहिए, क्वार्टर ऑफ द ईयर चाहिए, तो ये आपको उस तरीके से उस चीज़ को ट्रांसफॉर्म करके दे देगा। क्या करके दे देगा? ट्रांसफॉर्म। जैसे 18th जैन है और मैंने यहाँ पर इसे क्वार्टर में चेंज कर दिया था, क्वार्टर ऑफ द ईयर, तो 18 जैन इज़ इन द फर्स्ट क्वार्टर, तो इसने फर्स्ट क्वार्टर दे दिया। यही चीज़ अगर मान लो मैं ईयर के लिए करती कि मुझे ईयर का जानना है, एक सेकेंड मैंने सिलेक्शन वहाँ का कर लिया है, ईयर का जानना है, ईयर का स्टार्ट ऑफ द ईयर जानना है, तो फर्स्ट जैन हर किसी का आ गया बट ईयर वो आ गया।
ठीक है? आपको किस तरीके की डेट चाहिए, इट्स टोटली अप टू यू। अगर मुझे वीक का जाना है, वीक ऑफ द ईयर, तो कौन से वीक में है, तो उस वीक का नंबर आ गया है कि वो जो पर्टिकुलर डेट है वो कौन से वीक में फॉल कर रही है, वो उसको बताया। अर्लीस्ट निकालना है तो अर्लीस्ट हमारे 25 जून है, ये आपको आंसर इस तरीके से दे सकता है। ठीक है? ये आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है एक एक जितने भी ऑप्शंस हैं, तभी आप ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। सेम गोज़ विद द टाइम, कि अगर टाइम के साथ आपको करना है तो टाइम के लिए भी आपके पास सेम ऑप्शंस आते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है? ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, व्हिच इज़ कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल्स। फ्रॉम ऑल कॉलम्स, तो देखो यहाँ पर हम लोगों को कोई भी कॉलम और एक्टिव करना है सो दैट यहाँ पर वो हमें दिखता रहे और हम काम करते रहें, तो वो आप काम कर सकते हो। हमने इसको कैंसिल कर दिया है, हमें नहीं चाहिए। कस्टम कॉलम, अगर हमें कोई भी कस्टम कॉलम चाहिए, हम खुद से वो कॉलम बनाना चाहते हैं, उसके अंदर कोई फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें हम लोग जब भी एडवांस करेंगे तब ज़्यादा काम करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पर एरर्स शो कराना चाहती हूँ कि मेरे डेटा के अंदर कितने एरर्स हैं, वो काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग यहाँ पर सारी चीज़ें बात करेंगे, जैसे फॉर्मूला बार हो गया, मोनोस्पेस्ड हमें नहीं चाहिए। कॉलम का क्वालिटी, कॉलम क्वालिटी ऑन करने के बाद हमें पता लगता है कितना एरर है। अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो किसी में भी कोई भी एरर शो नहीं कर रहा, कुछ भी एम्प्टी शो नहीं कर रहा। अगर हम ये चीज़ पहले देखते, अगर मैं ये यहाँ पे देखती, तो इधर देखो आप, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जहाँ पर एम्प्टी थी चीज़ें, जहाँ पर कहीं चीज़ें कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी तो वहाँ पर ज़रूर दिखाएगा। जैसे यहाँ पे रेटिंग के अंदर हम लोगों ने बाद में फिल किया था, तो यहाँ पर एम्प्टी था तो इसने यहाँ एरर दिखाया था। ठीक है? तो आप यहाँ से कॉलम क्वालिटी को ऑन कर सकते हो। कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन, इसको ऑन करोगे तो यहाँ से आपको दिखाएगा 20 तो डिस्टिंक्ट है, 14 यूनिक है। देखो 20 अलग अलग वो दे रखी है, जिसमें से 14 यूनिक है, तो 6 डुप्लीकेसी हो रखी है। सेम गोज विद दिस, एंड यहाँ पर उसको कोई डेटा नहीं मिल रहा है। 2 डिस्टिंक्ट है, मतलब 2 ही डिस्टिंक्ट है, 2 ही अलग अलग है, और यूनिक कुछ भी अलग से नहीं है। 6 वैल्यूज़ डिस्टिंक्ट है, 20 वैल्यूज़ डिस्टिंक्ट है। अगर आपको उसका और डिस्ट्रीब्यूशन जानना है कि आपके में जो डेटा है वो किस तरीके का डेटा दिया हुआ है, तो आप यहाँ से जान सकते हैं। उसके बाद कॉलम प्रोफाइल, पर्टिकुलर कॉलम में कितना क्या चीज़ें हैं, जैसे आप वर्कबुक स्टैटिस्टिक करते हो ना रिव्यू टैब में जाकर, जब हम एक्सेल में करते हैं, तो ठीक वैसे ही यहाँ पे भी इसके स्टैटिस्टिक्स जान सकते हो। मैं इसे बंद कर देती हूँ। गो टू कॉलम, गो टू कॉलम बिल्कुल वैसा ही है कि आप पर्टिकुलर किसी कॉलम में जाना चाहते हो, जैसे जॉइन डेट में करके ओके कर दिया, तो आप उस कॉलम में डायरेक्टली पहुंच जाओगे। जैसे आप गो टू स्पेशल का इस्तेमाल करते हो, बिल्कुल वैसा ही है। मैं यहाँ से क्वालिटी भी एक बार के लिए ऑफ कर देती हूँ, सॉरी क्वालिटी ऑन कर देते हैं, कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कर देते हैं। ठीक है? पैरामीटर्स ऑलवेज अलाउ कर दो कि जितने भी पैरामीटर्स आप देखना चाहते हो, जिन पैरामीटर्स पे आप उसे देखना चाहते हो, आप उसे ऑन कर सकते हो। उसके बाद एडवांस एडिटर आता है, जिसे हम बाद में करेंगे। इन क्वेरी डिपेंडेंसी, जब आपके पास 2 टेबल अलग अलग होती हैं, तो उन्हें जब आप रिलेशनशिप से मर्ज करते हो, दैट इज़ योर डिपेंडेंसी। ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई है। अब मान लीजिए मुझे इसके अंदर ये जो 26 है, इसे रिप्लेस करना है, बिकॉज मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि जितने भी टेक्स्ट हैं, मुझे इसे सेलेक्ट करके इसमें से एरर हटाना है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कह रहा है 100% वैलिड है, बट पता नहीं इसने यहाँ पे इसलिए ले लिया क्योंकि यहाँ पे ABCN 1 2 3 है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ नंबर कर दूँ, इसे होल नंबर कर दूँ और इंसर्ट कर दूँ इस तरीके से, तो अब मुझे एरर दिखा रहा है। अब मुझे ये बता रहा है कि यहाँ पे एरर है, क्योंकि वहाँ पे जो नंबर फॉर्मेट था वो ये था। ठीक है? अब मैं उन एरर्स को रिमूव करना चाहती हूँ, या एरर्स की जगह पे मैं फिल करना चाहती हूँ, तो मैं ट्रांसफॉर्म में जाऊँगी एंड डाउन फिल करके इंसर्ट कर देंगे, तो यहाँ पर अभी नहीं काम करेगा। मुझे वैल्यू एरर्स चाहिए। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे किया था ना कि हम लोगों को नहीं काउंट नहीं, हम लोगों को यहाँ पे डिटेक्ट करना है, रिप्लेस करनी है, रिप्लेस एरर्स। हमें रिप्लेस करना है एरर को, एंड वैल्यू लिखनी है 26 एंड ओके कर दो। तो यहाँ पर जितने भी वैल्यूज़ जहाँ पे मिस्टेक हो रखी थी, वो सारे की सारी वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं। उस एरर की जगह वो वैल्यू आ गई है, और अब आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं है, और मैंने इसका फॉर्मेट भी करेक्ट कर दिया है। इसी तरीके से आप बाकी के फॉर्मेट चेक कर सकते हो। फॉर्मेट से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पर भी हमें फॉर्मेट चेंज करना था, होल नंबर हमने पहले भी किया था, बट इट्स ओके, वो हट गया होगा मुझसे ही। एंड बोनस में भी हम लोगों को यहाँ पे होल नंबर चाहिए, हमने होल नंबर ले लिया। एंड यहाँ पे हमारा नल वैल्यूज़ हमने फिल किया था, हम फिर नहीं हुआ। अच्छा, हम लोग यहाँ पे आके हमें चीज़ें करनी चाहिए थी।
हम वहाँ ऊपर ही चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने ये सारी चीज़ें कर ली हैं। अब हम लोगों ने लगभग पावर क्वेरी को अच्छे से समझ लिया है, जितना हम लोगों को समझना था। बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें पावर क्वेरी की ले ली है। हम पार्ट 3 के अंदर डेफ़िनेटली इसके और भी तरीके देखेंगे, लेकिन ट्रांसफ़ॉर्मेशन किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से हम सारी चीज़ें करते हैं, वो हमें पता लग गया है। अब हम क्या करते हैं, हम अपने फ़ाइल पे जाएँगे एंड यहाँ से क्लोज़ एंड लोड कर लेंगे, या क्लोज़ एंड लोड टू भी कर सकते हैं अगर आपको पिवट में करना है। आपने यहाँ पे क्लोज़ एंड लोड कर लेना है, तो ये लोड हो जाएगा और अब आपका देखो 19 एंट्रीज़ ही आई हैं। यहाँ पर एकदम करेक्ट डेटा आया है, 26 लिखा हुआ है, सारी चीज़ें एकदम करेक्ट आई हैं। यहाँ पे भी पूरा फिल किया हुआ है, एकदम एक्यूरेट तरीके से आपका डेटा आ चुका है। अब आप कुछ भी काम करें, अब आगे मान लो मेन डेटा में भी कुछ ऐड होता जाता है, तो यहाँ पर वो करेक्ट वे में ही आएगा। जो स्टेप्स आपने बाकी चीज़ों में लगाए हैं, वो स्टेप्स इसमें इन आगे आने वाले डेटा में भी ऑलरेडी लग गए हैं। लेकिन बाद में अगर मान लो उसमें दोबारा कुछ चेंजेस करने हैं, तो आप क्या करें, और यहाँ पे पावर क्वेरी का कुछ आ भी नहीं रहा, तो आप इस पर क्लिक करें, डेटा टैब में जाएं और यहाँ से क्वेरीज एंड कनेक्शन कर लें। एंड इस टेबल का देखो, इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ टेबल डिज़ाइन में जाएंगे तो यहाँ नाम भी मिल जाएगा, तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन से टेबल की कौन सी क्वेरी है। एंड फिर आप इसे ओपन कर लें तो ये दोबारा इसमें खुल जाएगा और दोबारा आप सारा काम दोबारा कर सकते हो और यहाँ से दोबारा क्लोज एंड लोड कर सकते हो। तो ये दोबारा वैसा का वैसा क्लोज एंड लोड हो जाएगा, ठीक है। चलें अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने AI टूल्स को ज़्यादा देखेंगे अभी के लिए। एंड जितना जल्दी हो सकता है अब इसे सम अप करेंगे, क्योंकि गाइडलाइंस करने वाले हैं वो करने वाले हैं डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन आपको क्या कराता है, ड्रॉप डाउन्स बनवाता है। तो चलें जल्दी से उसे देखेंगे कैसे बनाते हैं हम लोग। सबसे बेसिक से शुरू करने वाली हूँ। तो जहाँ पे भी जब भी आपको डेटा वैलिडेशन बनाना है, जिस सेल के लिए बनाना है उस सेल में चले जाएँ, उसके बाद डेटा वैलिडेशन में जाएँ। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद आपके पास इस तरीके का एक विंडो आएगी। आपको सबसे बेसिक्स जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल है मैं आपको वो बताऊँगी, ठीक है। आप सबसे पहले किस में जाएँ, लिस्ट में जाएँ। अगर मान लीजिए आपके पास कम डेटा है और कहीं और नहीं लिखा और आप खुद के लिए ड्रॉप डाउन कुछ बनाना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली लिखेंगे लेकिन कॉमा के साथ। जैसे मुझे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का एक डेटा वैलिडेशन बनाना है, एक ड्रॉप डाउन बनाना है, तो मैं यहाँ लिखूँगी ऑनलाइन, फिर मैं स्पेस दूंगी, कॉमा दूंगी, स्पेस दूंगी, उसके बाद मैं लिखूंगी ऑफलाइन। एंड जैसा आप लिखेंगे वैसा ही वहाँ पे शो होगा। एंड ओके कर दूंगी। एंड अब मैं इसे यहाँ से ड्रैग भी कर सकती हूँ, तो हर एक में ड्रॉप डाउन लग गया। देखो ये साइड में आपके पास ऑप्शन आ रहा है। अब आप इस पर क्लिक कर सकते हो, कुछ भी जो एंट्री करना चाहो तो कर सकते हो। तो जब भी आपको कुछ ऐसा करना है कि मुझे लिखना नहीं है और मेरे पास पर्टिकुलर चीज़ है, तो आप इस तरीके से ड्रॉप डाउन बना सकते हैं, वहाँ से सारे काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़, मान लीजिए आपके पास लिस्ट इतनी लंबी है कि खुद से दिखाई ही नहीं जा सकता, तो ऐसा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं डेटा वैलिडेशन। तो आप डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, उसमें जाने के बाद आप यहाँ से लिस्ट में ही जाएंगे और यहाँ पे सोर्स देंगे कि कहाँ पे है वो डेटा। जैसे आप यहाँ पे गए और आपने यहाँ से पूरा का पूरा ये डेटा ले लिया एंड ओके कर दिया है, तो और उसके बाद यहाँ पे ड्रैग कर लिया और इसको थोड़ा सा हम स्ट्रेच कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर आपको जो नेम लिखना है आप लिख सकते हो, आप जो नेम लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। साथ ही साथ में ये लिस्ट बहुत लंबी है, तो आप यहाँ ऊपर नीचे इधर की तरफ से कर सकते हो। आपको एक ड्रॉप डाउन मिल जाता है, एक स्क्रोल बार भी मिल जाता है। तो आप इस तरीके से जितनी भी एंट्रीज़ करनी है आप कर सकते हो, ठीक है। द थर्ड थिंग क्या है, चलें इसमें आगे हम और करते हैं। डेट्स जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो डेटा वैलिडेशन में जाएंगे एंड यहाँ पर आप एनी वैल्यू में जाकर डेट का इस्तेमाल करेंगे। डेट का इस्तेमाल के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं कि आप डेट को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये सभी ऑप्शंस वही जैसे हैं जैसे कि आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते वक्त जिस तरीके के ऑप्शंस देखते हो ना, बिल्कुल उस तरीके के ऑप्शन है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। अभी जैसे मैंने बिटवीन लिया और मैं चाहती हूँ कि मैंने एक शीट बनाई है, उसको मैंने अपने एम्प्लॉय को दे दिया और मैं कह रही हूँ कि वो जो पर्सन एंट्री करे ना, तो सिर्फ इस फाइनेंशियल ईयर की एंट्री होनी चाहिए, किसी और डेट का वो एंट्री कर ही ना पाए। तो ऐसे केस में मैं यहाँ पर फिल कर दूँगी कि बिटवीन फिल करके यहाँ पर स्टार्ट डेट दूँगी से 1/4/2025 एंड एंड डेट देंगे उसको 31/3/2026 एंड हम इसे ओके कर देंगे। तो और अब हम इसे ड्रैग कर देंगे सो दैट ये रूल जो है वो सभी पे अप्लाई हो जाए। और अब जब मैं यहाँ पे 1/1/2027 लिखूँ, एंटर करूँ, तो ये मुझे वो करने ही नहीं दे, कह रहा है दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर मैं आज का डेट डालूँ एंड एंटर करूँ तो वो मुझे करने देगा। तो इस तरीके से आप कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो एंट्री होगी वो उसी वाली होगी,
अब इन रिस्ट्रिक्शन से आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन जान लेते हैं। जैसी रिस्ट्रिक्शन आपने डेट के लिए पढ़ी है, सेम रिस्ट्रिक्शन आपके टाइम के लिए होती है, जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। कहीं पे भी कुछ भी डाउट आता है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज़ टेक्स्ट लेंथ। टेक्स्ट लेंथ का हम इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए आपने कोई एंट्री कोई शीट बनाई जिसके अंदर किसी पर्टिकुलर पर्सन को सारी डेटा एंट्री करनी है और उस एंट्री के अंदर उसे कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखने हैं। अब आपको ये पता है कि कॉन्टैक्ट नंबर काफ़ी क्रूशियल आपका इन्फॉर्मेशन है, और वो इन्फॉर्मेशन में आपको ये चीज़ फिक्स है कि जो डिजिट्स आएंगी वो 10 डिजिट्स ही आएंगी, इससे ज़्यादा भी नहीं आ सकती और इससे कम भी नहीं आ सकती। अगर इससे कम आएगी तो भी गलत है और इससे ज़्यादा आएगी तो भी गलत है, ठीक है। तो अगर आप वहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हो कि जो पर्सन है वो सिर्फ 10 डिजिट्स ही फिल कर सकता है, अगर उसने कम करी तो भी एरर आ जाए और उसने ज़्यादा करी तो भी एरर आ जाए, तो ऐसे केस में आप टेक्स्ट लेंथ का इस्तेमाल कर सकते हो। मिनिमम भी आपको 10 चाहिए और मैक्सिमम भी आपको 10 चाहिए, तो आप इसे इस्तेमाल करें और ओके कर दें। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड एंटर करो, नहीं करने देगा, ठीक है, हटा दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंटर करो, नहीं करने देगा। लेकिन वहीं पे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंटर करो, इसने करने दिया। उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि नंबर क्या है, उसको ये फ़र्क पड़ता है कि यहाँ 10 डिजिट्स आने वाला है। तो आप अपना जो यहाँ पर द स्कोप ऑफ मिस्टेक्स है वो थोड़ा सा कम कर सकते हो। मतलब यहाँ पर ऐसा हो जाएगा ना कि भाई एक जो माइनर सा मिस्टेक होता है 9 या 11 नंबर वाला या उससे ज़्यादा या कम नंबर वाला, वो चीज़ हम अवॉइड कर सकते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है डेटा वैलिडेशन के अंदर, देखिए मेन आपके यही होते हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। यहाँ पर आपको और भी मिलता है जैसे होल नंबर, कि कोई होल नंबर होना चाहिए जो कि बिटवीन 100 2000 के बीच में होना चाहिए, मैक्सिमम 1000 आपने कर दिया एंड ओके कर दिया। तो यहाँ पर अब आप 9638 समथिंग फिल करो, वो नहीं करने देगा। लेकिन वहीं पे रीट्राई करने पे आपको इसने करने तब भी नहीं दिया है, ठीक है। अब आप मान लीजिए 999 फिल कर दीजिए, 999 एंटर, तो वो आपको करने देगा। ठीक वैसे ही आप ग्रेटर देन, स्मॉल देन इस तरीके से कर सकते थे। सेम गोज़ विद द डेसिमल वाले के लिए आप ट्राई करके देखना, अगर नहीं होता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको 2 चीज़ें और बताती हूँ, विच इज़ इनपुट मैसेज एंड एरर अलर्ट। इनपुट मैसेज ऐसा चीज़ होती है जो कि एक काम करते हैं, हम कर किसके ले रहे हैं, हम इसके लिए कर लेते हैं नंबर के लिए, ओके। डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, इनपुट मैसेज इस तरीके की चीज़ होती है जिसके अंदर आप सेल के पास जाएं और वो आपको इन्फॉर्मेशन दे दें कि इस सेल के अंदर ये फिल करना है। लाइक नंबर शुड कंसिस्ट, एक सेकेंड, कंसिस्ट 10 डिजिट्स, ठीक है। और आप यहाँ से एक बार कॉपी कर लो क्योंकि आपको मैं अब आगे भी सिखाऊंगी। तो आप इसे ओके करोगे तो ये मैसेज चला जाएगा, ओके करो। आप यहाँ पे जा रहे हो तो ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है नंबर शुड कंसिस्ट 10 डिजिट्स, ठीक है। लेकिन वहीं पे ही अगर मान लो आप तो अलर्ट लगाना चाहते हो, अलर्ट मतलब अगर कोई पर्सन, देखो इनपुट मैसेज तो तब आता है जैसे ही आप सेल के पास गए तो वो दिखाने लग जाएगा, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। एरर अलर्ट क्या होता है कि वो आपको अलर्ट कर रहा है। अब अलर्ट में भी आपके पास ऑप्शन होता है, आप उसे एकदम ही स्ट्रिक्टली कह रहे हो स्टॉप, डोंट डू दिस, या फिर आप उसको वार्निंग दे रहे हैं, पता है क्या कर रहा है, 10 डिजिट्स आएंगी उसकी, दैट इज़ द वार्निंग एंड इन्फॉर्मेशन। सर उसके अंदर 10 डिजिट्स आएंगी, दैट इज़ द काइंड ऑफ द इन्फॉर्मेशन। तो हम लोग यहाँ इन्फॉर्मेशन लेंगे, हम थोड़े इतने रूड नहीं होंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम उसे मैसेज को, जो भी मैसेज आप देना चाहें, मुझे सेम देना था तो मैंने सेम दे दिया है एंड ओके कर दीजिए। तो अभी आप उसके पास गए तो आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ 1 2 3 4 5 6 मैं एंटर कर दूँ तो ये मुझे अब गुस्सा नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, वही चीज़ लिख के दे रहा है नंबर शुड कंसिस्ट 10 डिजिट्स, ओके, ठीक है। तो वो वहाँ पे काम कर जाएगा, ठीक है। तो चलें, इस तरीके से हम लोगों ने अपने डेटा वैलिडेशन को कंप्लीट कर लिया है। चलें अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो हम करने वाले हैं, अब डेवलपर टैब करने वाले हैं। तो डेवलपर टैब कैसे आता है, कैसे सारी चीज़ें होती हैं, उसको देखेंगे कि क्योंकि हमें डेवलपर टैब से ही हमें मैक्रोज मिलता है, वीबीए मिलता है। तो अगर हमें कोई भी चीज़ यहाँ करनी है तो हम लोग कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें डेवलपर टैब चाहिए। डेवलपर टैब अगर आपके सिस्टम में नहीं है तो आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, कस्टमाइज द रिबन में जाना है और यहाँ से आप देखना इसके अंदर डेवलपर टैब होगा जो कि ऑफ हो रखा होगा, आप इसे ऑन करके ओके कर देना तो आपका डेवलपर टैब ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब हम डेवलपर टैब के बारे में एक छोटी
छोटी मोटी चीज़ें थोड़ी सी सीखने वाले हैं। एक दो मैं आपको पॉइंट्स यहाँ से इंसर्ट वाले में से बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको मैक्रो रिकॉर्ड करना बताऊँगी। ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ पर कुछ चाहते हैं, जैसे कोई भी यहाँ पे ना बहुत सारे कंट्रोल्स गिवन हैं। आप यहाँ पे एक बटन ले लीजिए, आप इसे यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ये बटन आपने यहाँ ड्रॉ कर लिया। ये बटन आप चाहते हैं मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो वैल्यू बढ़ती जाए और बटन पे डाउन करूँ तो वैल्यू कम होती जाए। फील्स लाइक मैजिक ना, कि हम लोगों ने एक्सेल में ये कर लिया, तो हम ये कर सकते हैं। हमें कुछ भी नहीं, जब भी आप इस तरीके का कुछ भी लेते हो ना बटन, आपको कुछ नहीं करना होता, चाहे कोई भी बटन ले लो, सब में जो सिनेरियो है ये वाला सेम ही है। आप राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट कंट्रोल में जाएंगे। फॉर्मेट कंट्रोल में जाने के बाद एक तो करंट वैल्यू क्या है, 0 है। मिनिमम वैल्यू आपको क्या रखनी है, 1 रख लो। मैक्सिमम 30,000। अगर कुछ भी वैल्यू और बढ़ाना चाहते हो, कम करना चाहते हो, ठीक है। इंक्रीमेंटल चेंज, कि एक बार क्लिक करने पे कितना बढ़ना चाहिए, 1 1 1 1 करके बढ़े, 2 2 2 2 करके बढ़े। अभी के लिए मैं 1 रख लेती हूँ, बाद में उसको चेंज करके बताऊंगी। सेल लिंक, किस सेल में वैल्यू बढ़नी चाहिए, इस सेल में वैल्यू बढ़नी चाहिए, तो हमने ये ले लिया एंड ओके कर दिया। तो यहाँ 1 आ गया क्योंकि हमने मिनिमम 1 रखा था। अब देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब मान लो यहाँ पे मैं क्वांटिटी लिख दूँ, क्वांटिटी, यहाँ मैं लिख दूँ रेट, यहाँ पे 100 ही रेट रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे लिख दूँ अमाउंट, और यहाँ पे मैं कर दूँ एक फॉर्मूला, इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। और मैं कहती हूँ कि देखो जो भी मैंने ये बना के रख लिया है, रेट तो हमेशा यूनिट प्राइस तो सेम ही रहती है। कोई पर्सन अगर कुछ खरीदने आएगा तो क्वांटिटी चेंज होती रहेगी। तो सोचो मैंने यहाँ पर इसे इस तरीके से बना लिया है, सब में ये आ गया है। तो अब ये है, हमें यहाँ पे फॉर्मेट कंट्रोल के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे, लेकिन हमने इसको इंक्रीज़ किया, इसको इंक्रीज़ किया, देखो आराम से डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। अच्छा, मुझे इंक्रीमेंटल कुछ और करना है, तो मैंने इस पर क्लिक किया, फॉर्मेट कंट्रोल पे क्लिक किया। एक तो सबसे पहले मुझे इसका सेल रेफरेंस चेंज करना है। मुझे सेल रेफरेंस के अंदर यहाँ पर एक तो है ना, रुको मैं यहाँ पे करती हूँ, यहाँ पे एंड हम लोग यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करके फॉर्मेट कंट्रोल पे 3 को हम लोग यहाँ से डॉलर नहीं करेंगे। ठीक है, और फिर हम इसका जो इंक्रीमेंटल चेंज है वो भी 10 कर देती हूँ, है ना, ओके कर दो। ठीक है, और अब मैं इसे ड्रैग करती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अभी भी इसी को इंक्रीज़ करना है, तो हमें चेंज तो करना पड़ेगा। लेकिन बात ये समझो कि ये इंक्रीमेंटल अब 10 वाला कर रहा है। ठीक है, तो आप इंक्रीमेंटल कर सकते हो, ये हमें खुद से चेंज करने पड़ते हैं। ये यहाँ पे इसको चेंज करके नहीं दे रहा है, F3 को एज इट इज़ ले रहा है। अगर मैं ये इसको भी हटा देती हूँ एंड ओके कर देती हूँ, मतलब इसमें कर देती हूँ, तो क्या ये ऐसा करेगा? तो हमें चेक करना पड़ेगा। नहीं करेगा, नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो फॉर्मेट कंट्रोल थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है, अदरवाइज ये इस तरीके से काम करेगा। ठीक है, सेम गोज़ विद स्क्रोल बार। अगर मान लीजिए आपको यहाँ से कोई किसी भी तरीके का स्क्रोल बार चाहिए, तो आप स्क्रोल बार ले सकते हो। आप इन पे जा के चेक कर सकते हो। ये लिस्ट बॉक्स है, ये आपका कोई चेक बॉक्स है, ये आपका कॉम्बो बॉक्स है, ये आपके बटन हैं, ये आपका एक्टिव एक्स कंट्रोल है। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हर किसी में लगभग सेम ही तरीके के ऑप्शंस होते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द, बिकॉज मुझे अभी आपको ऐड इन कराना है जो कि आपका AI टूल्स होने वाले हैं। तो एक बार जल्दी से मैक्रोज कर लेते हैं कि मैक्रोज क्या काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। हम एक बेसिक मैक्रो रिकॉर्ड करके मैं आपको पूरा बताऊंगी एंड देन लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट थिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। मैक्रोज होते क्या हैं? देखिए, जब भी आपको कोई रिपीटेटिव काम करना होता है और वो काम डेली करना है, कितना टायरिंग है, बार बार करना है, तो आप ऐसे केस में मैक्रो को रिकॉर्ड कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पर एक बेसिक मैक्रो रिकॉर्डिंग सिखाऊंगी, जिससे कि आप सारी चीज़ों को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो ये जान लोगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ, इसका यूसेज बहुत अच्छे से किया जा सकता है। ये सब कुछ आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है और सिचुएशन पे डिपेंड करता है, आपके पास सिचुएशन क्या है। अभी के लिए हम एक बेसिक सिचुएशन लेकर चलते हैं। डेवलपर टैब के अंदर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। देखिए, मैक्रोज में अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? रिकॉर्ड मैक्रो। क्या दिख रहा है? रिकॉर्ड मैक्रो दिख रहा है, राइट। तो अभी हम अपनी रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे। आपको रिकॉर्डिंग शुरू करनी होती है तो आपका यहाँ पर क्या आता है? मैक्रो का नेम, कि आप उसको नेम दे दो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे नेम दे देती हूँ डेली टास्क। आप यहाँ पे स्पेस नहीं दे सकते हो, डेली टास्क। और यहाँ पे कोई की देनी होती है कि जिस की को आप प्रेस करोगे और आपका काम हो जाएगा। हाँ, एक की प्रेस करोगे और आपका पूरा काम हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कोई भी की दे दीजिए एंड मेनली वो की दीजिएगा जिसका पहले से कुछ ना कुछ ना हो। जैसे कंट्रोल की करेंगे तो हाइपरलिंक के लिए भी कंट्रोल की होता है, लेकिन आप कुछ भी की दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कंट्रोल L दे देती हूँ। ठीक है, L L L सॉरी L। तो यहाँ पर उसने मुझे
सजेस्ट कर दिया, कंट्रोल एल में भी किसी के लिए होगी, तो उसने मुझे कंट्रोल शिफ्ट एल दे दिया। ऑल्दो कंट्रोल शिफ्ट एल इज़ फॉर द फिल्टर ना, बट चलो उसने मुझे दे दिया है तो इट्स ओके। तो कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करने से मेरा जो मैक्रो है वो हो जाएगा। तो मैं ये एल हटा देती हूँ क्योंकि कंट्रोल शिफ्ट एल मेरे काम आता है, तो कंट्रोल जे कर लेती हूँ एंड मैं इसे ओके कर देती हूँ। तो अब मेरा देखो यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग स्टार्ट रिकॉर्डिंग आ रहा था, अब यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग आ रहा है, तो रिकॉर्डिंग शुरू हो चुका है। ठीक है, अब मैं जो भी काम करना चाहती हूँ, याद रखना वो भी वैसे ही करेगा, तो इसलिए काम को ध्यान से करना है। तो सीरियल नंबर ले लिया, पार्टी नेम ले लिया, उसके बाद क्वांटिटी ले लिया, क्वांटिटी हाँ सही लिखा था यार, रेट लिया, अमाउंट लिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने सीक्वेंस का फॉर्मूला लगा दिया, टैप करके 100 लिख दिया, पैरेंथेसिस ऑफ करके एंटर कर दिया। यहाँ पे पार्टी नेम्स मैं डेली का नोट करने वाली हूँ। यहाँ पे अमाउंट में मुझे चाहिए इक्वल्स टू दिस दिस। मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, इतना पढ़ाते पढ़ाते ना दिमाग इधर उधर हो गया है अब। ठीक है, और हम इसे यहाँ पे ट्रैक कर लेते हैं 100 तक। हम डेली 100 एंट्रीज करते हैं फॉर एग्जांपल किसी चीज़ की ना, तो मैंने यहाँ पे पूरा वो कर लिया है, यहाँ पे 100 तक आ गया है। ठीक है, आ गया है। और अब मैं यहाँ पर इसे मर्ज करती हूँ, ऑल्ट HMC, एंड यहाँ पर टोटल लिखती हूँ, टोटल। यहाँ पे मैं लिखती हूँ ऑल्ट इक्वल टू एंड एंटर कर देती हूँ। एंड यहाँ पे मैं इन दोनों को लेकर ग्रीन कलर एंड करके बोल्ड कर देती हूँ। ये फॉर्मेटिंग मुझे हमेशा डेली की चाहिए। यहाँ पर मैं इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे कोई दूसरा कलर देती हूँ, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कलर। एंड यहाँ पे हमने ये किया, मिडल किया, ऑल्ट OC A किया, तो यहाँ पे ये आ गया। कंट्रोल A करो, ऑल्ट HB A करो, ऑल्ट HBT करो। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता कि ये सारी शॉर्टकट कीज़ कैसे याद करनी है, तो जल्दी से भागो अपने पार्ट 1 पे, बिकॉज वहाँ शॉर्टकट कीज़ ऐसे याद कराई गई हैं, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो चलें अब देखें, हम लोगों ने ये कर लिया। अब हम लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मुझे डेली का डेली ये वाला चीज़ चाहिए। और अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, डेवलपर टैब में जाती हूँ एंड यहाँ से स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देती हूँ। ठीक है, अब मान लो देखो ये शीट 3 थी, है ना, मैं एक नई शीट ले रही हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ करना है, यहाँ करना है। और क्या करना है, मैंने उसमें क्या की रखी थी, कंट्रोल J। तो मैंने कंट्रोल J प्रेस किया और देखो मेरा डेटा जैसे ही उस शीट में हो रखा है ना, बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। अगर ज़्यादा कुछ काम कर रखा है तो थोड़ा सा वक्त लेगा, है ना, रुक जाना, ऐसे मत करना कि लाइक विद इन अ सेकेंड आ जाएगा। अभी तो वो छोटा सा कुछ रिकॉर्ड किया होता तो इसलिए ऐसे आ गया। अगर ज़्यादा कुछ काम कर रखा है तो वो उस तरीके से आएगा। देखो यहाँ फॉर्मूलाज भी उसी तरीके से लग के आ गए हैं, तो कोई चक्कर नहीं है। अगर मान लो वहाँ पे आप कोई वैल्यू लिख देते, कोई वैल्यू लिख देते और फिर आप करते तो वो वैल्यू भी आती, पता है आपको। तो इसीलिए जब भी मैक्रो रिकॉर्ड करो, ध्यान से रिकॉर्ड करो। आपको कोई भी काम जो रिपीटेटिव कराना है, जैसे कि अटेंडेंस वाला काम होता है, आप एक बार शीट बना लेते हो, वीकली अटेंडेंस है तो हर वीक बनानी पड़ती है, अगर मंथली है तो हर मंथ बनानी पड़ती है, तो एक बार बना लो, एक की दे दो एंड बाद में उसको कर सकते हो। अब यहाँ मेन गेम चेंजर एक और चीज़ आती है कि जब हम कोई भी मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं तो उस फाइल को हमें कैसे सेव करना चाहिए। बिकॉज अगर मैं इसे डायरेक्टली सेव जैसे नॉर्मल सेव करते हैं वैसे कर दूंगी और नेक्स्ट टाइम आके कंट्रोल J करूँगी तो काम नहीं करेगा, बिकॉज मैंने उसे ढंग से सेव नहीं किया है। तो जब भी आपके फाइल्स के अंदर कोई भी चीज़ मैक्रो आप रिकॉर्ड करके रखते हो या कुछ भी रिकॉर्ड करके रखते हो, तो या VBA कोड लगाते हो या मैक्रो का कुछ भी करते हो, तो आपको फाइल में जाना है, सेव एज में जाना है, ब्राउज में जाओगे क्योंकि जहाँ पे भी आप उसको सेव करना चाहते हो, लेकिन यहाँ पे आपको अपने फाइल का टाइप चेंज करना पड़ेगा। आप यहाँ पे क्लिक करो। अभी तक आप एक्सेल वर्कबुक में उसको सेव कर रहे थे, लेकिन अब आप उसको देख लो, इसमें पर्टिकुलरली उसका नाम देकर कह रखा है एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक, सो दैट आप उसको दोबारा खोलें तो वो मैक्रो उसमें रन करना चाहिए। अभी मैं इसको ऐसे कर कर यहाँ पे डाउनलोड्स में ही एक बार के लिए इसको सेव कर लेती हूँ एंड यहाँ पे सेव कर देती हूँ। एंड अब जाकर मैं इधर जाकर मैं इसे क्रॉस कर देती हूँ। क्रॉस करने के बाद मैंने क्रॉस करने के बाद मैं अब इसे एक बार और ओपन करती हूँ। यही था शायद, हाँ ये था, मैंने दोबारा खोल लिया। अब मैंने एक और शीट ले लिया विच इज़ शीट 1 एंड नाउ आई जस्ट प्रेस कंट्रोल J एंड उसने मुझे वो काम करके दे दिया। ठीक है, अब मैं आपको एक और काम करके बताऊंगी कि अगर मान लो मैंने ये किया होता, मैंने कोई भी ब्लैंक फाइल ले ली है, ब्लैंक फाइल में मैं काम करती हूँ, यहाँ पे डेवलपर टैब में जाकर मैक्रो रिकॉर्ड करती हूँ एंड यहाँ पे मैक्रो 2 उसका नाम दे, की नहीं दी,
तो आप एक काम करो, स्टॉप रिकॉर्डिंग करो, यहाँ पे मैक्रोस चेक करो, इसे डिलीट कर दो क्योंकि गलती से एम्प्लॉय वाला नहीं करना था। देखो ये तो दूसरी शीट है ना, तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल जे ले लिया, तो यहाँ पे भी काम करेगा क्योंकि मैंने मैक्रो इनेबल्ड वहाँ पे है। जितने भी मैक्रोज आपने रिकॉर्ड किए होते हैं ना वो, अगर मैक्रो 2 आपने रन डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक और मैक्रो यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेती हूँ। मैक्रो यहाँ पे करने के लिए सबसे पहले रिकॉर्ड मैक्रो में जो ऑन करना पड़ेगा, यहाँ पे मैक्रो 3 उसका नाम रहने दो, उस यहाँ पे मैंने पी दे दिया एंड ओके कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर कुछ भी लिखना शुरू कर देती हूँ। हमने इसको जूम कर लिया, यहाँ पे मैंने लिखा सब्सक्राइब अकाउंट्स, ऐसी कुछ मार्केटिंग नहीं करनी, बस ऐसे ही मन में आया तो लिख दिया। ठीक है, तो हमने ये चीज़ लिख दी है ना, मैंने ये लिख दिया और यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया। मैं तो चाहिए कि मैं कंट्रोल पी प्रेस करूँ और सब्सक्राइब अकाउंट्स एक्सपोर्ट लिख के आ जाए, लेकिन अब मैं क्या करती हूँ, इसे जो सेव करना है ना, सेव तो कर देती हूँ, सेव एज ब्राउज, डाउनलोड में ही सेव करूँगी इसे, लेकिन इस बार मैक्रो इनेबल नहीं करूँगी। डाउनलोड करके बुक 3 के नेम से कर दिया एंड मैं इसे सेव कर देती हूँ। ये मुझे कह रहा है द फॉलोइंग फीचर कैन नॉट बी यूज्ड इन द मैक्रो फ्री वर्कबुक वीबीए प्रोजेक्ट। तो आप सेव कर दिया, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहते मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और अब आपने इसको क्रॉस कर दिया, एक सेकेंड आओ, यहाँ से क्रॉस कर दिया। ठीक है, अब एक काम करो, अपनी शीट में जाओ, शीट में गए हम यहाँ से एंड यहाँ से हम डाउनलोड में गए। डाउनलोड में जाने के बाद हम लोगों ने बुक 3 को ओपन किया, बुक 3 को ओपन कर लिया। अब बुक 3 आपकी ओपन हो जाएगी, थोड़ा सा वक्त लेगी एंड यहाँ पे तो चलो हमने पहले किया था ना, यहाँ पर आके मैं कंट्रोल पी प्रेस कर रही हूँ तो मेरा प्रिंट का प्रीव्यू आ रहा है, ये नहीं आ रहा। तो हो सकता है मैम आपने वो पी लिया है ना इसलिए आ रहा होगा। तो मैक्रोज में जाते हैं, मैक्रो कहाँ है, 3 वाला नहीं है क्योंकि आपने मैक्रो इनेबल्ड वाला नहीं किया। हाँ, मैक्रो इनेबल्ड एक बार सेव कर लिया तो वो सभी वर्कबुक में शो करेगा। अब मैं कंट्रोल जे करती हूँ तो सारा काम होता है। तो इस तरीके से आपको मैक्रोज का ध्यान रखना है। मैक्रोज के अंदर कुछ भी चेंजेस करने हैं, कुछ डिलीट करना है, कुछ एडिट करना है, तो आप मैक्रोज पे क्लिक कर सकते हो एंड यहाँ पर आप उन्हें चेक करके सारी चीज़ें कर सकते हो। आप यहाँ पे ये भी सेलेक्ट कर सकते हो कि कोई पर्टिकुलर मैक्रो आप सिर्फ इस वर्कबुक में लगाना चाहते हो या पर्टिकुलर वर्कबुक में लगाना चाहते हो, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी कहीं पर भी कोई डाउट लगता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन एंड फर्दर जो अगर पार्ट्स आते हैं तो हम लोग इसको भी बहुत डिटेल में ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे। कोई ऐसा काम करके देखेंगे जो मैक्रोज हमें एक अच्छे लेवल का काम करवा के दे देता है। तो चलें अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अपने एआई टूल्स की तरफ बढ़ेंगे एंड उन एआई टूल्स का यूज़ करके ही हम कुछ वीबीए कोड भी लिखवाएंगे। चलें अब हम वो देखते हैं एआई को कैसे ऐड किया जाता है। तो वो बड़ा ईजी लगने वाला है। फ़ोन चलाते हो आप, उसमें ऐप डाउनलोड करते हो, आप करते ही होंगे ना, बिल्कुल वैसा ही है। देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है ऐड इन का, ऐड इन पे क्लिक करें तो जिस तरीके से फ़ोन में नहीं होता कि आपके पास जो भी पहले से ऐड की होती है, आपने ऐप इंस्टॉल की होती है तो वो सारी यहाँ पे दिखती है, और अगर आपने कोई नई डालनी होती है तो आप स्टोर पे जाते हो विच इज़ योर प्ले स्टोर, योर ऐप स्टोर, उस पे जाते हो। फिर यहाँ पे आप सर्च करते हो, जैसे मान लो आपने यहाँ पे डाला फॉर्मूला AI एडिट टूल बार, ठीक है, एंड आपने ओके कर ये सर्च कर लिया एंड देन यहाँ पर आ गया और उसको मान लो ऐड कर लिया। यहाँ पे इसको आई एग्री कर दिया और कंटिन्यू कर दिया तो आपका वहाँ पर एक एडिट टूल बार ऐड हो जाएगा। मेरे में ऑलरेडी ऐड था, वो यहाँ दिख रहा है। अगर मान लीजिए आपको कुछ, ये मैं इसको प्ले करके दिखाऊंगी, अगर पहले से देखना है कि कौन सी ऐप है, बस आपको इस पर क्लिक करना है तो सारी ऐप्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। तो इन्हें ऐड करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही होता है। मैं आपको एक बात ज़रूर बता देती हूँ कि ChatGPT का ना इतने सारे एड्स देख कर एक तो ये हो गया है कि पता नहीं हम क्या कर लेंगे, तो मैं आप और हमारी जॉब ले लेगा भाई। एक्सेल का तो सारा काम ChatGPT ही कर देगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो गलत है वो चीज़, नहीं, हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये सोचते हो ना तो गलत सोच रहे हो। वो कर देगा हाँ, लेकिन हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है, ये गलत सोच रहे हो। और मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं ये पढ़ाती हूँ कि भाई हाँ आप तो पढ़ाते हो ना तो इसीलिए बोल रहे हो, नहीं। बेसिक बात ये है कि AI काम करके देता है। आप खुद भी अगर ChatGPT वगैरह यूज़ करते हो तो आप भी जानते होंगे कि AI काम करके देता है और उसके बाद हम खुद ही उसे देखकर थोड़ा सा तो वो देखते हैं ना कि उसने सही लिखा है या गलत। वो जज तो करती हैं ना कि हाँ यार ऐसे सही लिखा है या गलत लिखा है। तो अगर आपको एक्सेल नहीं आता, यू कांट इवन जज इट। आपको तो जो उसने करके दे दिया वो भगवान है, जो उसने करके दे दिया वो आ गया। तो ऐसे केस में गलती के चांसेस इन नंबर्स ऑफ टाइम बढ़ जाते हैं।
तो आप फुल्ली डिपेंडेंट नहीं हो सकते। वो फुल्ली डिपेंडेंट वाले काम करके भी नहीं देता है, जो है ना ये 5 मिनट में डैशबोर्ड बना के दे देगा, नॉर्मल सा डैशबोर्ड बना के देता है, ऐसा कोई डैशबोर्ड नहीं बना के देता जो आपने बनाया है अभी, ठीक है। और डेटा क्लीनिंग फुल्ली करके दे देगा। उसको 10 बार प्रॉम्प्ट दोगे ना आप, उसको बार बार शीट देते जाओगे, तब जाके कहीं काम करेगा। इतनी देर में तो आप खुद कर लो, और उसमें भी उसको बताना पड़ता है कि क्या क्या ठीक करके देना है। तो जब आपको यही बताना पड़ रहा है उसको कि क्या क्या ठीक करके देना है, तो आप खुद ही नहीं कर लोगे। तो प्रॉम्प्ट पे ही डिपेंड करता है आपका एआई कैसे काम करेगा। तो एआई पे फुल्ली डिपेंडेंट नहीं होना, चीज़ें सीखनी है, एआई से हेल्प लेनी है। एआई आपके काम को स्पीड अप करता है, रिप्लेस नहीं कर सकता। मैं अभी भी ये बात बोलती हूँ। हाँ, मुझसे बहुत से लोग डिसएग्री कर सकते हैं, बट ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, एंड मैं आप लोगों की पॉइंट ऑफ व्यू भी ज़रूर सुनना चाहूँगी। तो आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उसकी भी पूरी रिस्पेक्ट करती हूँ। ऐसा नहीं है मैं उस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट खड़ी हूँ और मैं बोल रही हूँ, नहीं, ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मेरा ओपिनियन है। आप अपने ओपिनियन उसमें बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक टूल ऐड करते हैं। कोई भी टूल अगर आपको ऐड करना है इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपका टूल का ऐड तो बता दूँगी, थोड़ा बहुत यूसेज भी बता दूँगी। मैं खुद ही कह रही हूँ, मैं थोड़ा बहुत यूसेज आपको बताऊँगी, लेकिन मेन यूसेज मैं आपको ChatGPT का सिखाऊंगी। मैं चाहती हूँ आप एक्चुअल में कोई काम तो करो। ऐसा तो है ना सिर्फ दिखाने के लिए, अरे मैंने ये टूल ये ऐड करा है, ये टूल ऐड करा है। ChatGPT की अगर हम बात करते हैं तो ChatGPT हमारा इसके अंदर भी आता है, एक्सेल के भी अंदर आता है, लेकिन पेड है। फिर क्या करोगे, पेड है, आपको 4000-2000 रुपीज़ देकर फिर करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली बहुत सारे पर्सन्स जो है वो फ्री टूल को यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे कैसे काम कर सकते हैं हम उसकी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने कुछ नंबर्स लिख दिए यहाँ पे 63, 68, 52, 45, कुछ भी नंबर लिख दो। ये क्या लिखा हुआ है, H3 है, ये क्या है, H6 है, H3 से लेकर H6 तक। तो अगर मान लो मैं सम कराना चाहती हूँ तो यहाँ पर लिख दो, और किसी भी लैंग्वेज में लिख दो, मुझे सम कराना है, लिख दो सम कर दो H3 से लेकर H6 तक। मैं आपको यहाँ सिखा रही हूँ कि ChatGPT कैसे काम करता है, मैं आपको पूरा सिखाऊंगी, ठीक है। एंड यहाँ सबमिट कर दिया तो यहाँ पे एक फॉर्मूला दे देगा, ये हमें थोड़ा सा वक्त लेगा। इसने फॉर्मूला दे दिया, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए एंड क्लिक कर दीजिए, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको कुछ और कराना होता, ये तो बहुत बेसिक फॉर्मूला है, आपको यहाँ पे कुछ और कराना होता, हम यहाँ पे क्या करा सकते हैं, अभी के लिए हमारे पास कुछ एज सच है नहीं, तो हम लोगों को कोई शीट ले लेनी चाहिए जहाँ पर हम कोई काम करा सकें उससे। ये वाला ले लेते हैं जहाँ पे Q1 लिया है। अच्छा, वो डिलीट हो चुका है। लेट मी जस्ट टेक एन अनदर एग्जाम्पल। प्रैक्टिस डेटा, इसे ओपन कर सकते हैं, ये भी नहीं ओपन होगा। ओके, हम चेक करते हैं हमारे पास और भी चीज़ें हैं क्या। बुक 4 अगर ओपन हो जाए, लेट मी चेक, यहाँ पे कोई डेटा हो तो यहाँ पे डेटा तो मिलेगा, पिवट है तो मेन डेटा है। यहाँ पे काफ़ी बड़ा डेटा है, लेकिन हाँ हम लोग वहीं पे ही आ जाते हैं, ये ठीक है। आप इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मूलाज लिखवा सकते हैं, जो भी आप फॉर्मूला लिखवाना चाहते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, ये मैंने किया, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, ये पेस्ट किया, फिर यहाँ से कॉपी किया, इसे पेस्ट किया, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये कर दिया है। उसके बाद मुझे यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ लिखनी है। मैं एक बार के लिए आपके लिए डेटा यहीं पे बना देती हूँ। रैंड बिटवीन, टैब कर लो। मैं भी ना क्या जल्दी में कुछ भी करती हूँ भाई। रैंड बिटवीन टैब, उसके बाद बॉटम वैल्यू 100, मैक्सिमम वैल्यू 500, पैरेंथेसिस ऑफ, एंटर कर दो। एंड यहाँ से आप इसे स्ट्रेच कर सकते हो, कॉपी एंड Alt+V, एंटर। तो ये अब चेंज भी नहीं होगा। तो मैं इसको बताती हूँ H4 से लेकर I15 तक। मेरे पास H4 से लेकर I15 तक डेटा लिखा है। H4 से H15 में नेम्स हैं, I4 से I15 में वैल्यू है,
और यहाँ पे कॉपी करो, पेस्ट करो। K3 से K4 है ये भी H4 था। अरे हाँ, H4 ही लिया हुआ है मैंने। हाँ ठीक है, K4 से लेकर K5 6 तक में जो नेम्स लिखे हैं उसे मेन लिस्ट में चेक करके वैल्यूज़ का सम करके L4 से L6 में आंसर दे दो। तो आपको इतनी स्पेसिफिकेशन रखनी पड़ती है, ठीक है। अब आप इसे सबमिट करके देखो। आई डोंट नो सच्ची में आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपके सामने ही अप्लाई कर रही हूँ, आपके सामने ही डेटा बनाया है, तो कोई पहले से वो नहीं थी। हाँ, इसने बना के दे दिया है एंड हम लोग इसे यहाँ पे कर देंगे, मुझे 1301। एंड इसने मुझे लगता है कुछ गड़बड़ ज़रूर करी है, वो मैं चेक कर पाऊँगी क्योंकि मुझे आता है। यहाँ पे इसने क्राइटेरिया रेंज दिया विच इज़ H4 to H15 विच इज़ करेक्ट। फिर उसने K4 दिया है, करेक्ट, ओके। K4 दिया है, H4 एंड H15 को इसने देखो इसने L4 के लिए अलग से दिया है, L4 के लिए यहाँ पे, L5 के लिए, आंसर ऐसे दे दो कि L4 to L6 एक बार में आंसर आ जाए, सबमिट। अब देखते हैं कि वो उसको डॉलर लगाता है या नहीं लगाता। कितना कॉम्प्लिकेटेड करके दिया है। नो, तो मैं तो पहले वाले से ही सेटिस्फाइड थी। तो देखा, इसीलिए ये कुछ चीज़ें यहाँ पे करता है। वहाँ पे अच्छे से कमाल किया था इसने, यहाँ पे नहीं किया है। अब मैं ये लास्ट वाला हटा देती हूँ एंड सबमिट। तो इसने देखो अब लगा के दे दिया है, ठीक है, अब लगा के दे दिया है। अब जस्ट यू कैन जस्ट ड्रैग इट एंड करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक बार के लिए हम चेक कर सकते हैं, तो Ctrl+Shift+L लगा लो, यहीं से ही एप्पल कर लो, कोई चक्कर नहीं है। ओके करो एंड यहाँ पे से सेलेक्ट करो, नीचे देखो क्या आंसर है, 13101। करेक्ट आया, एकदम करेक्ट है, एकदम ठीक है। तो इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो आप अपने AI टूल को, विच इज़ फॉर्मूला AI एडिट टूल बार। इसके अंदर कोई पर्टिकुलर चीज़ें नहीं है, बस आपको एक काम करना होगा, आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी भी लैंग्वेज में यहाँ पर प्रॉम्प्ट दे सकते हैं और आप यहाँ पे उससे फॉर्मूलाज बनवा सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली कोई फॉर्मूला है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे बनवाओ, लेकिन अगर आपका कोई बड़ा सा इशू है तो उसे ChatGPT में सॉल्व करेंगे। मैं पर्सनली ChatGPT को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, वहाँ पर आपको स्कोप ज़्यादा होता है। यहाँ पे फॉर्मूलाज के लिए तो पर्टिकुलरली आप ये यूज़ कर लो। अगर आपको लगता है ना कि इतना बड़ा कोई इशू नहीं हुआ है, बस एक सिंपल सा डायरेक्टली फॉर्मूला लिखवाना है, देन यू कैन यूज़ फॉर्मूला AI एडिट टूल बार। अब एक दो एडिन्स देखते हैं, उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ, और उसके बाद में ChatGPT की बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टूल मैं आपको एक बताने वाली हूँ विच इज़ योर, इसी डेटा को यूज़ कर लेंगे, स्मार्ट। हाँ, इसको यूज़ करके हम लोग एक ग्राफ बनाने वाले हैं जिसके अंदर पीपल ग्राफ अगर आप बनाना चाहते हैं तो हम एडिन्स पे जाएंगे। मैं नेम बता देती हूँ विच इज़ पीपल ग्राफ। आप वही स्टोर में सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। पीपल ग्राफ को आप ऑन कर लीजिए एंड उसके बाद आपको इस तरीके का ग्राफ यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अभी थोड़ा सा वक्त दीजिए, थोड़ा सा लोड हो रहा है ये, एंड यहाँ पर इस तरीके का ये आ चुका है। आप इसे साइड में कर लीजिए, एंड हम साइड में नहीं कर पा रहे हैं तो हम थोड़े से साइड में हो जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम बेसिक चीज़ें हैं और कुछ भी नहीं है। आप नंबर यहाँ पे एक सेकेंड, दो ऑप्शन आते हैं, डेटा एंड आपका सेटिंग्स। डेटा सबसे पहले चूज़ कर लेते हैं। आपको सेलेक्ट करना है डेटा, तो ये आपको एक सैम्पल डेटा भी बताता है, आपने ये डेटा सेलेक्ट कर लेना है। एंड यू हैव सेलेक्टेड 3 rows एंड 2 columns। हमें क्या लेना था, यू हैव सेलेक्टेड, हाँ तो क्रिएट करो ना। तो क्रिएट इसने कर दिया है, देखो यहाँ पे आ गया है। और यहाँ से अगर आपको कुछ और तरीके का चाहिए, थीम चेंज करना है तो थीम चेंज कर सकते हो, ठीक है। थीम तो यही रखना है
ये वाला रखना है, लेकिन पर्सन चेंज करना है तो पर्सन चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये मुझे अच्छा लगा, ये अच्छा है। एंड शेप चेंज करना है तो शेप भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप जो भी चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो। मुझे ये रखना था, मैंने ये रख लिया। अगर आपको ये चाहिए, अगर मान लो मैं यहाँ पे 690 कर देती हूँ तो देखो टोटल चेंज हुआ, तो यहाँ पे आपका चार्ट भी चेंज हो रहा है। तो जैसे नॉर्मल चार्ट काम करता है बिल्कुल वैसे ये काम करता है। तो ये आपका एक और टूल था विच इज़ योर पीपल ग्राफ। आपको मैं एक और टूल बता रही हूँ जो कि चैट जीपीटी का ही यहाँ पर है। आपने कोपायलट हमेशा से सुना होगा, कोपायलट कोपायलट। तो मैं आपको बता देती हूँ, जो कोपायलट है वो हमारा जो काम करता है वो काम करता है 365 में, एंड इट्स अ पेड वर्जन। ठीक है, तो फ्री वर्जन में हमारा कोपायलट काम नहीं करता, बट कोपायलट काम क्या करता है, वो चैट जीपीटी वाला ही काम करता है। ठीक है, तो हम वो काम चैट जीपीटी से कराएंगे, लेकिन चैट जीपीटी वाला काम भी अगर हम लोगों को यहाँ करना है तो एक तो पेड वाला है, पेड वाला फॉर्मूलाज देता है। एक फ्री वाला टूल भी मैं आपको बता देती हूँ। आप यहाँ एआई एडन में जाएंगे एंड यहाँ से आप ऑटो पायलट को इंस्टॉल कर लीजिए। ऑटो पायलट एक ऐसा है जो कि चैट जीपीटी के जैसे काम करता है। आप इसे ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद ये यहाँ पर आपको दिखेगा, बिल्कुल वैसे ही दिखेगा जिस तरीके से चैट जीपीटी दिखता है। अभी अपग्रेड करने के लिए बोल रहा है क्या? ओके, देखो आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो कि ये बोल रहा है टॉक टू इट लाइक चैट जीपीटी। बिल्कुल वैसे बात कर सकते हो जैसे आप चैट जीपीटी से बात करते हो। एंड अब जैसे मान लीजिए गिव मी 10 रैंडम इंडियन पीपल नेम, क्योंकि मुझे अपना डेटा बनाना है तो मुझे चाहिए, तो मैंने इसको ये दे दिया प्रॉम्प्ट एंड मैंने एंटर कर दिया। तो यहाँ पर ये भी थोड़ा सा वक्त लेगा जैसे चैट जीपीटी लेता है, लेकिन चैट जीपीटी थोड़ा सा फास्ट काम करता है। तो यहाँ पे इसने भी लिया एंड मैंने यहाँ पे इसे कॉपी कर लिया है। आई थिंक सॉरी क्लिपबोर्ड कर लिया मैंने गलती से। एंड यहाँ पर आके मैं इसे पेस्ट कर सकती हूँ क्या? पेस्ट कर सकते हैं क्या? पेस्ट पेस्ट पेस्ट। तो यहाँ पर मेरे पास ये पूरा का पूरा डेटा आ गया। अब कह रहे हो कि मुझे नेम अलग से चाहिए तो यूज़ फ्लैश फिल ना। आप इसे सेलेक्ट करो, कॉपी करो, यहाँ पे जाओ, पेस्ट कर दो, नीचे आओ, कंट्रोल ई कर दो, सारे नेम आ जाएंगे। नाउ यू कैन यूज़ योर नेम्स इजीली। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे और प्रॉम्प्टिंग देके उससे काम करा सकते थे। दैट इज़ योर ऑटो पायलट। तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। यूज़ केस में कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन यूज़ करने में थोड़ी सी अनकन्वीनियंस होती है, है ना। साइड में है, प्रॉम्प्ट ढंग से लिख नहीं पा रहे हैं। अगर आपको ठीक लग रहा है तो यहाँ पे यूज़ करो, नो डाउट वैसा का वैसा चलेगा, सब कुछ चल रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं चैट जीपीटी में बेहतर कर सकता हूँ तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको एक अच्छा टूल बताती हूँ विच इज़ क्यूआर जनरेटर। तो चले अब हम वो देखते हैं। कोड जनरेट करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली जनरेट कर सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या होता है ना, बहुत सिंपल है। आपको वही अपना एक एड इन ऐड कर लो, डेवलपर टैब में एड इन्स जाओ, QR फॉर ऑफिस ये ऐड करना है। एंड मैंने अपना प्ले स्टोर पे ही जाकर आप उसे ऐड कर सकते हो। एंड यहाँ पर बस अब आपको यहाँ पर अपना URL देना होता है। अभी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करना चाहती थी, तो एक काम करती हूँ, यहाँ से सबसे पहले मैं कर लेते हैं। एंड यहाँ पे मैं करती हूँ अकाउंट्स expertapp.com, एंटर करते हैं। एंड यहाँ पे हमारा वेबसाइट हो गया। मैं इसे लेती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ एंड यहाँ पर अपनी शीट में जाकर यहाँ पर इसे पेस्ट करती हूँ। पेस्ट करने पे मुझे पता लगता है HTTPS तो इसमें ऑलरेडी है और 2 स्लैश भी ऑलरेडी है, तो मुझे यहाँ से ये हटाना है, तो मैंने हटा दिया। और अब आप देखोगे वहाँ HTTPS था, यहाँ पे P है, तो आप इसे क्लिक करो तो यहाँ पे HTTPS भी मिल जाएगा। आपको किसी दूसरे कलर का करना है, जैसे हमारा लोगो ब्लू कलर का तो हमें ब्लू को चाहिए। आपको इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है तो आप साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हो। आप इसे जहाँ इंसर्ट करना चाहते हो आप उस सेल में क्लिक कर लीजिए एंड यहाँ इंसर्ट के ऑप्शन में आ जाइए। ये अब एक स्कैनेबल आपका QR कोड है जिसे हम अभी स्कैन करके देखेंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट, हम इसे स्कैन अभी करके देख लेते हैं। हमें चाहिए होगा इसके लिए, स्कैन करने के लिए फ़ोन। तो हमने यहाँ पे फ़ोन लेकर आ गए हैं, हम इसे स्कैन कर रहे हैं। देखो मैंने स्कैनर ऑन कर दिया है। ठीक है, तो मैं इसे स्कैन कर रही हूँ। स्कैन करने के बाद मैंने यहाँ पे किया तो देखो ये अपने आप ओपन हो रहा है, हमारा वेबसाइट ओपन हो गया है। ठीक है, ट्रस्ट मी मैंने उसे ही स्कैन किया था, सच्ची में मैंने उसे ही स्कैन किया था एंड ये ओपन हुआ है। मैं स्कैन करते वक्त एक बार और मैं आपको बता देती हूँ कि देखो मैंने ये, देखो ये यहाँ पे, अच्छा वो चला जाएगा अगर मैं ऐसे दिखाऊंगी तो स्कैन करते वक्त तो मैंने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्या? स्क्रीनशॉट आ गया है, तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट, just look at the screenshot, just look at this screenshot if you can।
ठीक है। तो हमने जब स्कैन किया था तो उसने अकाउंट्स एक्सपर्ट आपका दिखा दिया था और फिर उसने वो वेबसाइट को ओपन करके दिखा दिया है। तो इस तरीके से अगर आप कोई भी क्यूआर कोड बनाना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली बना सकते हैं। चलें अब हम आगे बढ़ते हैं। वक्त आ चुका है, उस समय आ चुका है जब हम चैट जीपीटी के लिए काम करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से सबसे पहले चैट जीपीटी आपको मिलेगा कैसे? आप क्रोम पे जाएं एंड चैट जीपीटी लिखें, chatgpt.com लिख लें, चैट जीपीटी एआई लिख लें। आपको इस तरीके का इंटरफेस नहीं मिलेगा तो जस्ट बिकॉज मैंने लॉगिन किया हुआ है तो ये आपको इस तरीके का इंटरफेस डायरेक्टली ले जा रहा है। चैट जीपीटी एआई एक बार देखते हैं आता है या नहीं। हाँ, उसके बाद आप यहाँ पर ओपन कर सकते हो, जो भी फर्स्ट आता है आप उसे ओपन कीजिए। यहाँ पर अभी आपको नहीं मिलेगा, इंट्रोडक्शन वाले पे आओ, इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी वाले पे। यहाँ पे ट्राई चैट जीपीटी होता है, उस पर क्लिक कर लो और उसके बाद ना लॉगिन कर लेना, ठीक है। लॉगिन करने से ये बेहतर रिजल्ट देगा। अब मान लीजिए सबसे पहले चीज़ हम लोग करने वाले हैं, इससे डेटा बनवाने वाले हैं। बिकॉज एक चीज़ बड़ी वो होती है कि मुझे प्रैक्टिस करनी है, मुझे प्रैक्टिस करनी है, मुझे डेटा चाहिए। तो मान लो मैं उससे डेटा बनवाना चाहती हूँ, डाउनलोडेबल फाइल क्रिएट करवाना चाहती हूँ, तो मैं कैसे कर सकती हूँ? तो मैं उसको बोलूँगी कि क्रिएट आई वॉन्ट टू प्रैक्टिस। अच्छा, इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जैसा लिखना चाहते हैं। चलो मैं अपनी लैंग्वेज में लिखती हूँ कि मुझे पिवट टेबल्स की प्रैक्टिस करनी है एक्सेल में, तो मेरे लिए एक ह्यूज डेटा बनाकर दे दो जिसे मैं डाउनलोड कर लूँ। और स्पेलिंग का भी आप ध्यान मत रखना, वो अपने आप कंसिडर कर लेता है, लेकिन बिल्कुल ही ऐसे मत कर देना कि उसको समझ ही ना आए। जिसे मैं डाउनलोड कर लूँ और प्रैक्टिस कर, जिसे मैं डाउनलोड कर सकूँ। तो देखते हैं देता है नहीं। चैट जीपीटी इज लाइक अ इंटेलिजेंट जिद्दी बच्चा। देखो अब इसने कह दिया, इट सीम्स लाइक आई डोंट डू मोर एडवांस डेटा एनालिसिस, बिकॉज आज के लिए हम लोगों ने काफ़ी कुछ कर दिया है। चाहो तो मैं एक रेडी CSV फाइल फॉर्मेट दे सकता हूँ कॉपी पेस्ट के लिए। नहीं, मुझे डाउनलोड फाइल ही चाहिए। तो ऐसे केस में हमें थोड़ा सा वक्त लेना पड़ता है कि वो उसी टाइम पे उतना एनालिसिस कर पाए या नहीं कर पाए। तो अभी तो भाई साहब मूड में नहीं है काम करने के, कोई बात नहीं, हम लोग भी जुगाड़ू हैं, तो हम लोग कोई और जुगाड़ कर लेंगे, हम लोग किसी और पे पहुंच जाएंगे। कुछ भी हो, हम लोगों ने यहाँ से कर लेना है, यहाँ से इसके चैट जीपीटी पे चले जाना है, चैट जीपीटी एआई, एंड हम यहाँ पे आ गए हैं इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी। हमें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम नहीं करोगे तो कोई और काम करके देगा, लेकिन हमें काम से मतलब है। तो हम यहाँ पर आ गए हैं। अभी कह रहा है वो डाउनलोड नहीं कर सकता, तो थोड़े नखरे दिखाता है। इसीलिए देखो मैं यहाँ पे ना कोई भी कट नहीं लगाने वाली हूँ, जैसे मैंने पहले भी बोला है, मैं बिल्कुल वैसे काम करके बताऊंगी कि जैसा आपके साथ एक्चुअल में हो भी सकता है, ठीक है। आई या फिर डायरेक्टली बोल दो, प्रोवाइड डाउनलोडेबल शीट। स्पेलिंग को तो आप भूल ही जाओ मेरी, भाई नहीं प्रोवाइड करा रहा। प्रोवाइड एक्सेल फाइल टू डाउनलोड डायरेक्टली। नहीं सुनेगा, ढीठ है। I currently cannot provide a downloadable Excel file. However, I can guide you on how to generate. नहीं, मुझे गाइड नहीं करना, मुझे चाहिए कि तुम डाउनलोड करके दो। प्लीज़ प्रोवाइड डाउनलोड एक्सेल फाइल। भाई अभी तो ये बिल्कुल ज़िद्दी हो चुका है, नहीं करके देगा, मुझे भी लग रहा है। चले रुक गया ही दो भाई, चलो चलो चलो। अच्छा, इट सीम्स दैट यू नीड टू लॉग्ड इन। अरे लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन कर लेते हैं। हम यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं एंड कंटिन्यू कर देते हैं। हमें फुल नेम देना है, अकाउंट्स एक्सपर्ट दे देती हूँ, बर्थडे मंथ 1 नहीं 3, कुछ भी लिख रही हूँ मैं, 199 कर देती हूँ, कोई बात नहीं।
ये लॉगिन हो जाए। ठीक है, लॉगिन हो गया। अब मेरे को वो प्रॉम्प्ट लेकर आना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करती हूँ एंड एंटर करती हूँ, क्योंकि मैंने उसको पहले किया था। ज़रूर मैं तुम्हारे लिए एक एक्सेल कंपैटिबल CSV फाइल बना देता हूँ, जिससे तुम प्राइवेट एक्सेल CSV फाइल क्यों बोल रहा है, बट कोई बात नहीं, कॉमा सेपरेटर वैल्यू भी बनाएगा तो ठीक है। उसको बोलो मुझे CSV नहीं, नॉर्मल एक्सेल फाइल चाहिए। ये CSV पता है क्यों देता है, क्योंकि CSV का जो साइज़ होता है ना वो छोटा होता है, तो वो जल्दी प्रोसेस कर पाता है। अब उसने दे दी है डाउनलोड प्रैक्टिस फाइल। अब आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। इसीलिए मैं आपको कह रही थी लॉगिन करने के लिए। देखो हम लोग डायरेक्टली काम कर रहे थे तो उसने बोल दिया है, पर ठीक है ना, हमारा काम तो हो गया। हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हमने डबल क्लिक किया तो क्या उसने हमें डेटा दिया, क्या बना के दिया, अब हमें चेक करना पड़ेगा। तो अभी ये वाला डेटा नहीं दिया उसने, ये वाला डेटा नहीं दिया है, ये तो हमारा पावर क्वेरी वाला डेटा है। अभी उसके वाला ओपन नहीं हुआ है, ये वाला दिया था उसने। हाँ, अब ओपन हो रहा है उसका डेटा एंड हियर वी गो। उसने इतना सारा डेटा बनाकर दे दिया है आपके लिए। ठीक है, आपने इसको बोला था ह्यूज डेटा बना के दो। अच्छा, इसके अंदर अगर आप कुछ भी चेंजेस कराना चाहते हो ना, तो वो आप चेंजेस करा सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोगों ने सबसे पहले तो उससे क्या बनवाया, डेटा बनवाया। नेक्स्ट हम उससे डेटा क्लीनिंग करवाएंगे। डेटा क्लीनिंग आपको समझानी है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं बनवाऊंगी भी इससे और इस क्लीन भी इससे करवाऊंगी। तो देखो, अब ये कर दे दो। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि प्रोवाइड मी एक्सेल file to practice the data cleaning. Provide the huge data. तो देखते हैं ये हमें एक्सेल फाइल प्रोवाइड करवाता है या नहीं। थोड़ा सा वक्त तो करना ही पड़ता है। ये पूरा एनालाइज करेगा, उस डेटा को बनाएगा, उसके बाद बताएगा कि मैं नहीं कर सकता। कर दिया, और इसके अंदर ये भी बताया कि उसने क्या-क्या किया है, परफेक्ट फॉर प्रैक्टिसिंग। तो हम इसे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ये डाउनलोड हो गया होगा, हम इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट्स ना आपको पूरा लिखना पूरा समझा रही हूँ ना, तो मैं प्रॉम्प्ट्स अलग से नहीं दूँगी, तो आप लोगों ने खुद नहीं लिखने हैं। प्रॉम्प्ट्स जो मेरे मन में आ रहा है ना, मैं लिटरली वही लिख रही हूँ। मैंने कोई पहले से ऐसी प्लानिंग नहीं की हुई थी कि मुझे आपको यही प्रॉम्प्ट लिख के कराना है और पहले मैंने चेक किया होता, तभी तो मैं यहाँ पे वेट करती हूँ, चीज़ें काम होंगी या नहीं। मेरे पास भी ऐसे फिंगर क्रॉस्ड होता है कि लाइक ओह माय गॉड काम कर जाएँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग कहाँ थे, डेटा क्लीनिंग पे थे, उसको दोबारा ओपन करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, बहुत सारी एक्सेल फाइल्स ओपन है ना इस वजह से। तो देखो यहाँ मिसिंग वैल्यूज़ वगैरह, इसे आप कर सकते हो। इसमें ना पावर क्वेरी में भी आपको हेल्प कर देगा। अब डेटा क्लीनिंग का आप इसी में से ही कर सकते हो, इसी तरीके से डेटा बनाया जाता है। अब ये हो गया है ना, एक बार के लिए हम इसे क्रॉस कर देते हैं, एक बार के लिए चलो इसे ऐसे ही रखते हैं। अब हम वापस से जाते हैं, अब उससे डेटा क्लीनिंग में उसी से कराएंगे। ठीक है ना, आप इस प्लस के साइन पे इस्तेमाल करके अपलोड फ्रॉम द कंप्यूटर कर लीजिए, एंड जहाँ पे भी आपकी फाइल है उसको ये फाइल दे दीजिए एंड ओपन कर दीजिए। ठीक है, तो ये फाइल यहाँ पे आ जाएगी। नाउ एनालाइज इट एंड क्लीन इट completely. And then guide me what procedure you have followed to clean it. कुछ भी लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको, बस उसको बात समझ आनी चाहिए आपकी। ग्रेट, मैंने फ़ाइल को एनालाइज़ किया है, ये डेटा काफ़ी मेसी है और कुछ एक्स्ट्रा कॉलम्स भी हैं। यहाँ मैंने सारे प्रॉब्लम्स नोट किए हैं और फिर क्लीनिंग के स्टेप्स भी दिए हैं। अब मैं क्लीन वर्ज़न बना रहा हूँ, 1 सेकंड। वो क्लीन वर्ज़न बना रहा है कि क्लीन होने के बाद मैं लास्ट में उसको बोलूँगी, अच्छा उसने करके दे भी दिया क्लीन इट, ओह माय गॉड! ये ज़्यादा अच्छा नहीं हो गया है? नाइस, सुधर गया है हमारा चैट जीपीटी। चलें, यहाँ पे ये ओपन करने में ड्रामे दिखाएगा। आई नो दिस थिंग। तो हम इसे दोबारा से क्लिक करते हैं, अब ये ओपन हो जाएगा।
तो देखो वही है, 15 एंट्रीज़ कर दी और उसने हटा दिया है एंड यहाँ से सारी वैल्यूज़ भी चली गई, सब कुछ। अब इसने क्या-क्या किया है ये भी इसने बता दिया है। इसने क्या-क्या किया है ये भी आपको उसने बताया है कि उसने रिमूव एक्स्ट्रा कॉलम किया है, ड्रॉप इनकम्प्लीट रोज़ किया है, क्लीन किया है, फिक्स किया है, स्ट्रिप किया है, इम्प्यूट किया है, वेरिफाइड किया है, रीसेट किया है। तो जब भी आप कुछ करवाते हो तो आप उससे ये ज़रूर पूछ लें कि उसने क्या-क्या किया है, सो दैट आप बाद में चेक कर सको ये सब किया हुआ है। एंड सेम डेटा आप यहाँ पे चेक कर सकते थे, वही कस्टमर आईडी वगैरह था, लेकिन बहुत ज़्यादा कस्टमर आईडीज़ थी। ये डेटा तो काफ़ी ज़्यादा था। उस अकॉर्डिंग ये डेटा तो उसने देखो, यही यू कांट ट्रस्ट इट। तो हम उसको ज़्यादा जाके बोलेंगे कि 15, इसने सैंपल की तरह क्लीन करके दे दिया है हमें। क्लीन द कंप्लीट clean the whole data. You just cleaned 15 entries. I want whole data to be cleaned. तो अब हमें इसके साथ ये लगना पड़ता है। लेकिन अगर अब भी वो नहीं करके देगा ना, तो हमें उसको डिटेल में ये बताना पड़ेगा कि हमारा जो डेटा है वो इस सेल से लेकर उस सेल में लिखा हुआ है एंड उसके बाद ही हमें वो चीज़ करके देगा। तो अभी उसने एक और शीट मुझे बना के दे दी है एंड मैं यहाँ पे चेक कर सकती हूँ। इसके साथ यही है, देखो मैं खुश हो रही थी ना कि अरे वाह कर दिया, है ना, और बाद में वापस से मेरे को वहीं उसी मोमेंट पे आना पड़ा कि ओके फाइन, इतनी जल्दी सेलिब्रेट नहीं करते हैं। तो देखो ये नहीं करके दे रहा है। ये हमें नहीं करके दे रहा, ये तो मैंने चेक कर लिया। वो हमें 15 तक दे रहा है क्योंकि 15 के बाद में भी गैप है। नहीं, फिर भी उसने 15 करके दिया है। एमिली, जॉन डो, मैं एक बार देखती हूँ नेम भी सेम लिए हैं खुद से कुछ। नहीं, वो नेम भी कुछ और ले रहा है, इसने डेटा ही कुछ और पिक किया है। हमने डेटा तो वही दिया था, 1001 एम्प्लॉय आईडी चेक करते हैं। नहीं, उसने डेटा कुछ और ले लिया है। हमें उसको डेटा देना है ये वाला, हमारी मिस्टेक भी हो सकती है। फुल्ली क्लीन ये नहीं, पिवट टेबल प्रैक्टिस डेटा। हम लोग पिवट टेबल प्रैक्टिस डेटा देख रहे हैं क्या? नहीं, वो अलग था, डेटा क्लीनिंग वाला देख रहे हैं। हम उसको देते हैं डेटा क्लीनिंग प्रैक्टिस वाला डेटा एंड ओपन, एनालाइज इट एंड क्लीन इट एंड एट लास्ट tell me what procedure you have applied to clean it. तो हम लोग यहाँ पे उसको एक बार थोड़ा सा और वक्त देते हैं, एक और मौका। फाइल लोड हो गई है, डेटा ये मैसी है, क्लीनिंग का बता रहा है कि ये क्लीनिंग करना पड़ेगा। अब पूरा क्लीन करता हूँ सिस्टमैटिकली। चलिए शुरू करते हैं। आप जिस लैंग्वेज में इससे बात करते हैं ये उसी लैंग्वेज में आपको आंसर देता है। थोड़ा सा वेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारी फ़ाइल आ चुकी है, हमने इसे डाउनलोड कर लिया है एंड हम इसे ओपन करना चाहेंगे एंड हमने इसे ओपन किया और ये ओपन नहीं होगी जहाँ तक मुझे पता है। हमें इसे क्लिक करना होगा और यहाँ पे देखो आ गया है, क्लीन होके आ गया है। वहाँ मे बी हमने शीट ही उसको दूसरी दे दी थी, ठीक है, यहाँ पर। लेकिन अभी भी बीच में कुछ वैल्यूज़ नहीं गई हैं, तो आप उसको बार बार ये शीट देते रहें और बार बार उसे कहते रहें कि इसे क्लीन कर दो, इसे क्लीन कर दो, ये वाली चीज़ रह गई है। तो आपने ईमेल में जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं वो नहीं हटाई है, फ़ोन में जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं वो नहीं हटाई है, तो वो आपको वो काम भी करके दे देगा। लेकिन आई होप अब आपको समझ आया होगा कि हम लोग किस तरीके से डेटा क्लीनिंग करवाते हैं। चलें हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग चैट जीपीटी से कोई कोड लिखवाएंगे। तो जनरली आप देखते होंगे ना, हम लोग जब भी कुछ लिखते हैं, मान लो मैं यहाँ पे अकाउंट्स एक्सपर्ट लिख देती हूँ, अकाउंट्स एक्सपर्ट लिखा और वो बाहर चला गया, फिर हम लोगों को खुद से ये करना पड़ता है या फिर उसको पूरे डेटा को सेलेक्ट करके Alt HOI या Alt HOA करना पड़ता है। तो ये चीज़ ना हो उसके लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप, ये मेरा मोटिव VBA कोड सिखाना नहीं है, मेरा मोटिव ये है
कि कोई भी प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं, क्योंकि कोई भी प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं तो उसके बाद चाहे वीबीए हो चाहे फॉर्मूला हो, आप कुछ भी तो लिखवा सकते हो ना। तो मेरा अभी जो मकसद है वो ये है कि आप ये सीखें कि प्रॉम्प्ट्स कैसे लिखे जाते हैं। चलें, हाँ, प्रॉम्प्ट्स जब भी लिखेंगे तो आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? एक तो अपनी वर्कबुक का नेम क्या है और एक अपना यहाँ पे शीट का नाम क्या है, ठीक है? तो आप यहाँ पे उसको बताएँगे इनिशियल में, बिल्कुल बताते हुए जाएँगे, मेरे पास एक वर्कबुक है जिसका नाम, और जो भी नाम होता है वो आपको डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखना होता है और नेम को एग्जैक्टली सेम लिखना, क्योंकि हो सकता है वो कोई कोड लिखेगा तो उसमें आपकी शीट का नेम भी जाएगा, तो वो नेम अगर गलत लिख दिया तो लिखा नहीं जाएगा। तो बुक 2, ठीक है? तो जिस फॉन्ट में लिखनी है, जिसमें लिखा हुआ ना एग्जैक्टली सेम लिखना, बुक 2, स्पेस नहीं है तो आप भी स्पेस मत दो, ठीक है? आपने ये कर दिया। जिसमें जिसमें एक शीट है, शीट, और वहाँ देखो चेक करो उसमें स्पेस है क्या? शीट 1 नहीं है स्पेस, तो ठीक है, शीट 1, ठीक है? अब मैं जब भी इस शीट में कुछ भी लिखूं तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली उस सेल का हाइट एंड विड्थ एडजस्ट एडजस्ट हो जाना चाहिए जिस सेल में मैंने कुछ भी लिखा हो। इस ऑटोमेशन के लिए मुझे वीबीए कोड लिख कर दे दो। तो मैंने उसको ये दे दिया। तो यहाँ पर मैंने उसको अपनी वर्कबुक का नेम बताया, मैंने शीट का नेम बताया, वो आपको पूरा प्रोसीजर भी बताएगा वैसे आपको क्या करना है, लेकिन प्रोसीजर मैं भी बताऊंगी। उसने दे दिया, उसे कॉपी कर लो। उसके बाद आप अपने एक्सेल शीट में जाओ, उसी जगह पे यहाँ पे शीट 1 पे राइट क्लिक करके व्यू कोड में भी जा सकते हो, या फिर आप डेवलपर टैब में जाकर विजुअल बेसिक में भी जा सकते हो, सेम तरीके की विंडो खुलेगी। उसके बाद आपने इंसर्ट में जाना है, मॉड्यूल ऐड करना है। मॉड्यूल क्या होता है? किसी भी शीट में आप बहुत सारे कोड्स लगा सकते हो, तो आपको पहला मॉड्यूल अगर कुछ लिखना है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पे जो कॉपी करके लाए थे वो पेस्ट कर दो, और कुछ भी नहीं करना होता, यहाँ से क्रॉस कर दो, करना होता है, मैं भूल गई। मॉड्यूल 1 को क्लिक करो, ये आ गया है। उसके बाद यहाँ रन, या तो रन कर सकते हो या फिर ये ग्रीन बटन जो है इस पर क्लिक कर सकते हो। मैक्रो का नेम कह रहा है ये, मैक्रो 1 दे देती हूँ मैं इसका नेम, मैक्रो, ठीक है? क्रिएट कर दो, मैक्रो के नेम से क्रिएट कर दिया एंड क्लिक किया एंड क्लिक किया। तो ये अब रन हो जाना चाहिए था, ये रन क्यों नहीं हुआ? मैक्रो हम चेक करेंगे, मैक्रो रन, मैक्रो, मैंने ये वाला मैक्रो क्यों रन किया? मैक्रो रन, हमने उसमें की नहीं दी है। मैक्रो एडिट, ठीक है, मैं यहाँ पर इसे फ़िलहाल के लिए ऐसे करती हूँ एंड हम लोग इसे रन करवाते हैं। तो यहाँ मैक्रो का नेम देना है, हमें क्या देना है? ऑटोफिट मैक्रो देते हैं एंड क्रिएट करते हैं एंड उसके बाद हम इसे क्रॉस करते हैं, ऑटोफिट को रन कराते हैं एंड क्रॉस करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखती हूँ, मे बी तनु सिंघल, एक बार लिख के देखते हैं। तो ये तो नहीं हो रहा है, तो हम उसको जाके बताएंगे ये नहीं हो रहा है ना, इट्स ओके, आई हैव डन, ये काम नहीं कर रहा है। मैंने नॉर्मली उसको बोला ये काम नहीं कर रहा है, तो अब देखते हैं वो क्या रिप्लाई करता है। चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि क्या करना था। ओपन वीबीए, डबल शीट, डबल क्लिक से शीट 1 अंडर वीबीए प्रोजेक्ट बुक 2 एंड हम लोगों को ये वाला कॉपी करना था। स्टिल नॉट वर्किंग, तो ट्राई समथिंग इन A1 एंड प्रेस एंटर। एक बार दोबारा इसे कॉपी कर लेते हैं, हम उस सेल में जाएंगे। अच्छा, उसी शीट में हमने काम करना है। रीनेम किया, सॉरी रीनेम क्यों कर दिया, हमने व्यू कोड में गए, यहाँ पे मॉड्यूल 1 में गए, यहाँ पर इसे कंट्रोल A कर लो, कंपाइल एरर, इसे हटा दो,
कंट्रोल वी कर लो एंड उसके बाद इसे रन कर दो एंड यहाँ पे मैक्रो का नाम दे दो ऑटोफिट, क्योंकि उसको हटा दिया तो वो भी चला गया। क्रिएट कर दो एंड क्रॉस कर दो, क्रॉस कर दो, क्रॉस कर दो। अब भी ये काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ अकाउंट्स एक्सपर्ट, अब भी ये काम नहीं कर रहा है। तो मैं उसको जाके बताती हूँ, मैंने कोड कॉपी करके व्यू कोड में जाकर इंसर्ट मॉड्यूल में जाकर पेस्ट कर दिया। देन उसने मैक्रो बनाया, मैंने नेम देकर क्रिएट किया एंड सब कुछ क्रॉस कर दिया। देन फिर भी ये वर्क नहीं कर रहा है। उसको बता दो आपने क्या किया है, सो दैट कहीं पे भी यही तो दिक्कत है, तुमने कोड मॉड्यूल में पेस्ट किया है जबकि ये कोड वर्कशीट इवेंट है। ओके, ये वर्कशीट इवेंट है। तो देखा, जैसे ही मैंने उसे बताया तो उसने मुझे अपना सही बता दिया कि कहाँ मैं मिस्टेक कर रही थी। और ऐसी मिस्टेक आपसे भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने राइट क्लिक किया, वी कोड में गए एंड यहाँ मॉड्यूल में जाओ। मॉड्यूल में जाने के बाद सबसे पहले तो इसे पूरे को कंट्रोल ए करके ये डिलीट कर दो, फिर आप इसे क्रॉस कर दो। यहाँ पर बस आपको वर्कशीट चूज़ करनी है। वर्कशीट भाई चूज़ हो जा, वर्कशीट चूज़ कर लिया। अब आप इसे पेस्ट कर दो, अब आप इसे क्रॉस कर दो, अब आप इसे क्रॉस कर दो, तो अब ये वर्क करेगा। प्राइवेट सब वर्कशीट सिलेक्शन बाय दिस। अब मैं उसको बताती हूँ, कंपाइल एरर बता रहा है, कंपाइल एरर बता रहा है। चलो अब परफेक्टली सही और टेस्टेड सॉल्यूशन देते हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि कोई कंपाइल एरर ना आए। ठीक है, ऑल्ट F11 में जाऊंगी, वहाँ जाऊंगी, इंसर्ट मॉड्यूल करूंगी दैट सेपरेट फॉर मैक्रोज नॉट फॉर दिस ऑटोमेटिक इवेंट बेस्ड ऑन। तो हम लोग पेस्ट दिस एग्जैक्ट कोड इन शीट 1 कोड विंडो एंड वहाँ पे करना है नो कंपाइल एरर, ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे जाएंगे एंड सबसे पहले तो मॉड्यूल वाली जो ये पूरा डिलीट कर देते हैं। ओके ठीक है, हम लोग यहाँ पे भी इसको बंद कर देते हैं, ऑल्ट F11 प्रेस करते हैं जैसा उसने कहा। हम आ गए यहाँ पर, इंसर्ट मॉड्यूल तो करना नहीं है, तो फिर क्या करना है, यहाँ से इससे पूछते हैं कि वो क्या कह रहा है। ओपन VBA ऑल्ट F11 एंड स्टेप 2 इन लेफ्ट पेन डबल क्लिक VBA प्रोजेक्ट 2 एंड शीट 1। तो यहाँ पर जाएंगे हम VBA प्रोजेक्ट शीट 1। ठीक है, यहाँ पर हम वर्कशीट लेंगे, यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। यही कह रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं, कुछ भी मिस्टेक ना हो। स्टेप 2 कर लिया, स्टेप 3 पेस्ट दिस एग्जैक्ट कोड इन शीट कोड 1। ठीक है, नो कंपाइल एरर, कुछ भी नहीं आएगा, बस फिर हमें डायरेक्टली इसे बंद कर देना है और कुछ नहीं करना है। तो अब हम लोगों ने बिल्कुल इसकी सुनी है, हम इसे क्रॉस करते हैं, इसे क्रॉस करते हैं। अब मैं बाय वेल टारगेट वर्सेस रेंज, this command will stop the debugger, expected end sum भी आ रहा है। रुको, अब हम लिखते हैं एरर शो कर रहा है वही कंपाइल वाला। अब मैं तुम्हारे लिए एक वर्किंग एरर फ्री एक्सेल एनेबल फिल बना के देता हूँ। तो इसने मुझे फाइल बना के दे दी है, और हम लोग इसे कॉपी करना चाहें तो कंट्रोल S करके वो करना है। चलो एक बार और ट्राई कर लेते हैं, कंट्रोल A करके इसको हटा दो। ओके, हटा दिया, इसको यहाँ पे वर्कशीट ले लिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कंट्रोल S कर दिया। नहीं, कंट्रोल S तो नहीं करना, क्रॉस करते हैं, क्रॉस करते हैं। ये वर्क किया क्या, नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसने अब हमारे लिए क्या काम करके दे दिया है, हमें एक फ़ाइल बना के दे दी है जिसके अंदर ऑटो फिल होएगा, मतलब ऑटो एडजस्ट होगा। तो मैं इसे क्लिक करती हूँ, इसे डाउनलोड करती हूँ एंड यहाँ पर इसका कोड देख सकते हैं हम। ये ओपन हो जाएगा, थोड़ा सा वक्त लेगा।
बिकॉज द फाइल फॉर्मेट और एक्सटेंशन इज़ नॉट वेरीफाई द फाइल हैज़ बिन करप्टेड। ये करप्टेड फाइल है तो ये भी नहीं करने देगा। इसने तो हमें पागल बना दिया है। अब हम दूसरा कुछ करवाते हैं, एक सेकेंड रुकें, हम इसे दोबारा करते हैं। तो हम ब्लैंक वर्कबुक में जाएंगे, यहाँ पे बुक 4 नेम है इसका। नाउ मेरे पास एक वर्कबुक है जिसका नेम बुक 4 है, जिसमें एक शीट है जिसका नेम, यहाँ पे मैं वही प्रॉम्प्ट लिख रही हूँ जैसे मैं लिख रही थी। शीट 1 है, शीट 1 है, मुझे एक ऐसा VBA कोड दे दो कि जब भी मैं शीट में कुछ भी लिखूं तो ऑटोमेटिकली रॉ कॉलम एडजस्ट हो जाए। तो उसने मुझे दिया कॉपी करने के लिए एंड कहा कि VBA प्रोडक्ट शीट में जाके कर दो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल VBA प्रोजेक्ट क्लिक करो, माइक्रोसॉफ्ट ऑब्जेक्ट पे शीट पे डबल क्लिक करो। ये थोड़ा सा अलग है जो मैं हमेशा करती हूँ। ऑल्ट F11 में जाकर VBA प्रोजेक्ट में जाकर शीट पे डबल क्लिक करो एंड यहाँ से कुछ डिक्लेरेशन में भी है क्या, कुछ वर्कशीट में ले लो एंड कॉपी पेस्ट कर दो एंड क्रॉस कर दो। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ काउंट्स एक्सपर्ट ओनली कमेंट्स में अपीयर आफ्टर एंड फंक्शन और एंड प्रॉपर्टी। कंपाइल एरर दे रहा है ये तो, दोबारा कंपाइल एरर आ रहा है। ये फिर से खुद की फाइल बना के दे रहा है मुझे। नहीं, वैसे मैं आपको एक बता देती हूँ, चलो एक कोड मैं आपको बता ही देती हूँ। यहाँ पे ये कर रहा है तो ऑल्दो मैं इससे लिखवाना चाहती थी बट अगर नहीं करके दे रहा है तो एक कोड आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देखें, आपको यहाँ पे कोड लिखना है, आप वर्कशीट पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेल्स डॉट एंटायर कॉलम, क्योंकि हमें एंटायर कॉलम को वो करना है, टैब डॉट ऑटोफिट टैब, और कुछ नहीं करना, आपने यहाँ से क्रॉस कर देना है। अब देखो ये ऑटोमेटिकली हो गया। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ अकाउंट्स एक्सपर्ट, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बट बात ये थी कि उसने हमें नहीं लिख के दिया, लेकिन अभी के लिए ये थोड़ा अनसक्सेसफुल रहा है, आई नो दिस थिंग, लेकिन इसे सक्सेसफुल ज़रूर बनाएंगे। एंड इस तरीके से वैसे हम लोग कोड लिखते हैं, जो भी तरीका मैंने आपको बताया है इसी तरीके से हम लोग कोई भी फॉर्मूला लिखवाना चाहें तो लिखते हैं। अब हम कुछ और कोड लिखने का ट्राई करते हैं, एक कोड हम ज़रूर लिखवाएंगे, उसके बाद हम लोग इस क्लास को पूरा सम अप करेंगे। हम क्या करवाने वाले हैं, कुछ भी काम करवा सकते हैं वैसे तो हम लोग, बट अनसक्सेसफुल रहे, बट अब हमें सक्सेसफुल होना होगा। तो यहाँ पे मेरे पास डेटा है और मैं चाहती हूँ कि मेल का डेटा यहाँ पे रह जाए, फीमेल के डेटा के लिए अलग शीट बन जाए, या फिर मेल और फीमेल का डेटा अलग से हो जाए, या ये शीट एज इट इज़ रह जाए। बेसिकली मुझे मेल और फीमेल का डेटा अलग अलग करना है। तो ये इस चीज़ के लिए मैं एक कोड लिखवाना चाहती हूँ। मेरी बुक का नेम बुक 5 है और शीट 1 है, तो चले मैं उससे लिखवाती हूँ। वही उसी तरीके से हम यहाँ पे लिखवाएंगे जिस तरीके से हम करते हुए आए थे। एंड यहाँ पे लिखेंगे मेरे पास एक वर्कबुक है जिसका नेम बुक 5 है, उसमें एक शीट है जिसका नेम शीट 1 है। शीट 1 में कहाँ से लेके कहाँ तक डेटा लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा बता दो, वैसे तो वो एनालाइज कर लेगा, स्टिल थोड़ा बता दोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। A1 से लेकर M21 तक डेटा है जिसमें D कॉलम के अंदर जेंडर लिखा हुआ है। M21, अच्छा ठीक है। शीट में A1 से M21 तक डेटा
लिखा हुआ है जिसमें डी कॉलम में जेंडर लिखा हुआ है, मेल फीमेल। अब मुझे एक ऐसा कोड दे दो जिससे फीमेल का डेटा अलग शीट में चला जाए और मेल का डेटा अलग शीट में आ जाए। बेसिकली देखते हैं, वैसे मुझे लगता है थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देना चाहिए था, बट देखते हैं। मॉड्यूल के अंदर पेस्ट करना है, ये वाला जो तरीका मैं आपको बताई थी, अभी नहीं, बाद में कॉपी करती हूँ एक बार के लिए। तो मैं इसे कॉपी करती हूँ, यहाँ अपनी शीट में जाती हूँ। शीट में जाने के बाद वहीं पे व्यू कोड में जाती हूँ। व्यू कोड में जाने के बाद इंसर्ट में जाती हूँ, मॉड्यूल इंसर्ट करती हूँ। यहाँ पर मैं पेस्ट करती हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं इसे रन करती हूँ। रन करने के बाद मेरा फीमेल का डेटा इधर आ गया और मेल का डेटा इधर आ गया। मैं इसे डायरेक्टली क्रॉस कर सकती हूँ, मुझे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इस तरीके से इसने अलग करके दे दिया है। तो हम लोग कोई भी कोड यहाँ पे लिखवा सकते हैं। अब मुझे आगे और चाहिए सेम शीट में ही, अगर मैं मान लीजिए येस और नो के बेसिस पे चाहती हूँ। अब मुझे आगे इसी शीट में येस और नो, इसी शीट में जो डेटा कहाँ पे लिखा हुआ है, एम कॉलम्स में लिखा हुआ है। ये करना थोड़ा उसके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। एम कॉलम में लिखा हुआ है, क्या लिखा है, येस और नो। उसके बिहाफ पर अलग अलग करके दे दो। येस का अलग शीट, नो का अलग शीट बनाने का VBA कोड दे दो। हम एक और मॉड्यूल करेंगे एंड उसके अंदर हम इसे ऐड कर देंगे। तो अब हम लोग और चीज़ें ऐड करेंगे। अच्छा, इसे पूरा लिखने दो, फिर कॉपी करते हैं, क्योंकि मैं अब कोई मिस्टेक नहीं चाहती। एंड फिर हम इसमें जाएंगे, फिर से हमें कहाँ करना है, यहाँ पे जा सकते हैं एंड हम यहाँ से इंसर्ट करेंगे मॉड्यूल इंसर्ट करके हम इसमें पेस्ट करेंगे एंड हम इसे रन कर देंगे। एंड रन करने के बाद नो का अलग हो गया है, येस का अलग आ गया है। एंड देखो येस के अंदर येस वाले सारे आ गए हैं, जिसके अंदर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेल फीमेल हो। नो के अंदर नो वाले आ गए हैं। लेकिन अब मुझे चाहिए कि सेम वर्कबुक में ही इस तरीके से, सेम वर्कबुक में ही इस तरीके से डेटा चाहिए कि येस एंड फीमेल एक शीट में आए एंड नो एंड मेल एक साथ एक शीट में आए। तो उसके लिए VBA कोड लिख कर दे दो। तो अब देखो वो इस तरीके से लिख कर दे देगा। कंबाइंड कंडीशन दिया है, जेंडर नो मेल शीट में, यस फीमेल शीट में। ओके, वो समझा या नहीं समझा ये बात उसके कोड को रन करने के बाद समझ आएगा। तो देखिए हम करके तो देख लेते हैं, लेकिन हम लोग इसी पे ही रन कर लेते हैं। व्यू कोड किया एंड यहाँ से हमने इंसर्ट किया मॉड्यूल इंसर्ट करो, पेस्ट करो एंड रन करो। रन करना भूल जाओगे तो नहीं रन करेगा। एंड ओके क्रॉस कर दो। तो देखो मेल में नो में सिर्फ एक ही होगा। मेल में अगर मैं यहाँ पर Ctrl+Shift+L से ये कर लेती हूँ, यहाँ से मेल का डेटा ले लेते हैं। ओके एंड नो में एक ही था। ओके फीमेल में, यस में देखो जितनी फीमेल्स थी वो आ गया है।
तो इसका मतलब ये करेक्ट काम करता है। इसी तरीके से आप भी अपने लिए कोई भी VBA कोड लिख सकते हैं। जब भी आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन आती है जिसका आपके पास सोल्यूशन नहीं है, तो उसका सोल्यूशन यहाँ है। आप इस तरीके से वो काम करा सकते हैं। वो वाला जो पहले वाला था ना, वो इस वजह से काम नहीं किया क्योंकि वो करंट इवेंट था, तो वहाँ पर थोड़ा सा इशू हो रहा था, तो उसे भी हम जल्दी सोल्यूशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी। लेकिन मैं फिर भी उस पार्ट को हटा नहीं रही हूँ, बिकॉज़ मैं लिटरली वो वाला आपको एक्सपीरियंस देना चाहती थी कि जो एक्चुअल में जब हम काम करते हैं तब क्या हमें फ़ील होता है, तब कैसे हम लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो वो चीज़ आप देखें और उसको कैसे डील करना पड़ता है। मैं लगातार काम कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने बीच में कोई गैप लिया है। आप टाइमिंग यहाँ चेक कर सकते हो। तो उस चीज़ को, उस सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। और साथ ही साथ में जब हम क्या करते हैं ना, हम किसी को देखते हैं कोई काम करते हुए और वो काम एक ही बारी में हो जाता है, ठीक है? तो हम लोग खुद से ना डिमोटिवेट हो जाते हैं जब हमारा खुद का काम नहीं होता कि यार मुझसे तो होता नहीं, उन्होंने तो एक बार में किया और हो गया, तो ऐसे नहीं होता, ठीक है? जो भी ये सारी चीज़ें होती हैं, सबको वक़्त लगता है। तो चलें फिर, हम लोगों ने अभी यहाँ पे VBA प्रोजेक्ट को भी यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि अब आपको बहुत अच्छे से एक्सेल आ गया है, और वो भी एडवांस वाला। लेकिन अभी भी थोड़ी सी गुंजाइश, अगर मैं कह सकती हूँ, रह गई है। वो रह गई है वहाँ पर कि अगर आपको प्रो बनना है, मान लीजिए अगर आप डेटा मॉडलिंग करना चाहते हैं, डेक्स फार्मूलाज लगाना चाहते हैं, पावर पिवट करना चाहते हैं, पावर क्वेरी को और भी डिटेल में विद रियल लाइफ डेटा अगर आप काम करना चाहते हैं, मतलब कि इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, पार्ट 3 चाहते हैं, तो इसके लिए हम टारगेट रख सकते हैं हमारे 1000 कमेंट्स का। अगर इतने कमेंट्स आ जाते हैं तो मैं डेफिनेटली आप सभी के लिए थर्ड पार्ट लेकर आऊँगी। उसके लिए बहुत सारी R&D लगेगी, बहुत सारी मेहनत लगेगी, बहुत सारा काम लगेगा। तो जल्दी से आप सारा कमेंट कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर द मैसिव सपोर्ट जो आप लोगों ने पार्ट 1 में दिखाया, वो तो बहुत ही अच्छा था। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड अगर आपको चाहिए इसमें यूज़ होने वाली सभी शीट्स, बिकॉज उसमें बड़ी कन्फ्यूजन रहती है आपको, तो वो कन्फ्यूजन भी मैंने दूर कर दी है। डिस्क्रिप्शन के अंदर पूरे स्टेप्स लिखे होंगे कि आप किस किस स्टेप्स के थ्रू जाइए और आपको आपकी सारी की सारी शीट्स मिल जाएंगी। तो जाइए जल्दी से डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, भंडार है वहाँ इन्फॉर्मेशन का। और हाँ, अगर पार्ट 3 चाहिए जहाँ पे डेटा मॉडलिंग, डेटा एनालिटिक्स में यूज़ होने वाले सारे टूल्स अगर आप करना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसके अलावा हाँ, फीडबैक देना भी ज़रूरी है। तो चलिए फिर हम मिलते हैं, अगर मिलते हैं पार्ट 3 में।